वो हस्बैंड शब्द मेरे कानों में पड़ना दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल आवाज सुनने जैसा था। ऐसा लगा जैसे पल भर में मेरी पूरी बॉडी नरम पड़ गई हो। मेरे चेहरे पर एक पूरी मुस्कान खिल गई और यहाँ तक कि मेरी आवाज भी थोड़ी हल्की और तैरती हुई निकली। मेरी डियर वाइफ, तुम्हें अचानक सॉन्ग के बारे में पूछने का ख्याल कैसे आया? बस पूछ रहा हूँ। मुझे सोचने दो। मैंने बाउल में उन वेजिटेबल्स को देखा जिन्हें सरीना ने पूरी तरह मैश कर दिया था, और ध्यान से सोचने के बाद मैं समझ गया कि सरीना ने ऐसा क्यों किया होगा। मेरी आंखें हल्की सी झपकी और मेरे चेहरे पर एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन आ गया। बेशक मैं बहुत रोमांचित था कि सरीना मुझे हस्बैंड कह सकती थी। सच में बहुत खुश था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली बार होटल में हुआ था। मैं इन मोमेंट्स में से हर एक को बहुत कीमती मानता था, लेकिन ये अलग था। भले ही दोनों उसके दिल से निकले थे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट एक जैसा नहीं था। वो मुझे फिर से प्लीज करने की कोशिश कर रही थी। मुझे अचानक रोने की इच्छा हुई। यह पागल औरत, क्या उसे हमेशा अपना प्यार इसी तरह एक्सप्रेस करना पड़ता था? इतनी सावधानी से और झिझकते हुए, जैसे किसी पालतू छोटी बिल्ली के बच्चे को सहारा दिया गया हो। इसने मेरे दिल को दुखा दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके बारे में क्या किया जाए। सरीना ने एक पल इंतजार किया और फिर भी मेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसके अंदर थोड़ी बेचैनी होने लगी। वो मेरी तरफ ऊपर देखना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद सरीना ने महसूस किया कि मैं उसके पास हिला हूँ। अगले ही सेकंड उसकी बॉडी को अचानक एक वार्म एम्ब्रेस में खींच लिया गया। मेरी कोमल आवाज उसके कान में गूंजी। मैंने पहले ही एक सॉन्ग सोच लिया है। खाना खाने के बाद मैं इसे लिख दूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है? मेरी गर्म सांसें धीरे से उसके कान पर पड़ी। सरीना की बॉडी एक पल के लिए अकड़ गई, फिर जल्दी ही नरम पड़ गई। इस क्लोजनेस ने उसके पैरों को थोड़ा कमजोर महसूस कराया। उस मोमेंट में वो पूरी तरह भूल गई थी कि वो क्या कहना चाहती थी। मैंने सरीना को जाने देने से पहले बस एक छोटे से मोमेंट के लिए उसे प्यार से पकड़ कर रखा। ज्यादातर इसलिए क्योंकि ये कोमल झुक जाने वाली सरीना बहुत ज्यादा टेम्पटिंग थी। मुझे डर था कि मैं खुद को उसका फायदा उठाने से रोक नहीं पाऊंगा। लंच बनाने में पूरा 1 घंटा खिंच गया। टेबल पर सरीना थोड़ी शांत थी। वो छोटे छोटे निवाले खा रही थी, गाल थोड़े फूले हुए थे। अभी किचन में वापस उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मेरे अचानक मूवमेंट ने उसके थॉट्स को पूरी तरह बिखेर दिया था। वो असहनीय जेम्स रिवर्स अभी भी उसके सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। खाने के बाद सरीना ने खुद सफाई करने की जिम्मेदारी ली, जबकि मैं स्टडी रूम चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पहले ही समझ लिया है कि मुझे क्या करने की जरूरत है, भले ही इससे सरीना को अभी के लिए थोड़ा बुरा लगे। मेरा मानना था कि इसके बाद सरीना मुझे नेचुरली और फ्री होकर हस्बैंड बुलाएगी, न कि केवल ऐसी सिचुएशन में। बर्तन धोने के बाद सरीना सोफे पर सिमट कर बैठ गई। वो एक धुंध में स्टडी रूम की डायरेक्शन में घूरती रही। उसकी आंखें चाहत और खुद को रोकने के बीच झपक रही थीं। अंत में उसने अपने होंठ भींच लिए और उसकी आंखों में जो बचा था वो सिर्फ कोमल गर्माहट थी। इंतजार काफी लंबा खिंच गया, दोपहर के 4 बजे के बाद तक। इससे पहले कि आखिरकार जब मैं 2 शीट्स लेकर स्टडी रूम से बाहर निकला तो मैंने सरीना की आंखों में एक अचानक चमक देखी और उसके हाथों की पकड़ मैन्युस्क्रिप्ट पेपर पर बिना सोचे थोड़ी और टाइट हो गई। उसका वो केयरफुल और झिझक भरा प्यार कुछ ऐसा था जिसने मुझे गहराई से छू लिया था और मुझे बराबर का बेबस भी कर दिया था। मैंने अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लाई, उसके पास जाकर बैठ गया। इसे देखो, एक रोमांटिक डुएट। मैंने इसका इंतजाम कर दिया है। सरीना ने मेरे हाथों से वो मैन्युस्क्रिप्ट पेपर ले लिया। अब तक वो मेरी क्रिएटिव एबिलिटीज की पूरी तरह से आदी हो चुकी थी। जो हैरानी उसने पहले महसूस की थी, उसका अब नामो निशान नहीं था। उसने जल्दी से लिरिक्स और शीट म्यूजिक पर नजर डाली। कहने की जरूरत नहीं है कि सॉन्ग हमेशा की तरह एक्सीलेंट था। मेरे लिरिक्स और मेलोडीज में हमेशा लोगों को पूरी तरह अपनी ओर खींचने का एक तरीका होता था, लेकिन सरीना को अभी उन सब चीजों के बारे में सोचने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे बस एक नजर इस लव सॉन्ग को देखने की जरूरत थी जो कीवर्ड से इतना परफेक्टली मैच कर रहा था, और फिर उसकी आंखें मुझ पर आकर टिक गईं और वहां से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। उसकी नजरों में जो उम्मीद थी वो साफ देखी जा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसे एक्ट किया जैसे मैंने कुछ नोटिस ही नहीं किया हो। मैंने आलस के साथ अंगड़ाई ली और अपनी नजरों को कहीं और घुमा लिया। सरीना ने अपने होंठ भींच लिए। उसकी आंखों की उम्मीद अब डिसअपॉइंटमेंट में बदल गई। उसने अपना सिर झुकाया और फिर से अपने हाथ में मौजूद लिरिक्स को देखने लगी, थोड़ा बुरा महसूस करते हुए। वो ये सॉन्ग जेम्स रिवर्स के साथ मिलकर गाना चाहती थी। सरीना, जिसे फिनाले के इस राउंड के लिए एक गेस्ट परफॉर्मर की जरूरत थी, उसने अपना सिर उठाया, हाथों में मैन्युस्क्रिप्ट पेपर को कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, हस्बैंड, मेरे पास कोई गेस्ट परफॉर्मर नहीं है। मैं थोड़ा कांप गया। सरीना के उस कोमल हस्बैंड शब्द और उसकी आवाज में छिपे हुए दुख ने मेरे दिल को एक जोरदार झटका दिया। मैंने खुद को मजबूर किया कि अपना सिर पीछे की ओर झुका लूं और उसकी तरफ न देखूं।
मुझे डर था कि एक नजर मुझे पूरी तरह से टूटने पर मजबूर कर देगी। कोई बात नहीं, यंग है एंटरटेनमेंट जरूर कुछ न कुछ सॉर्ट आउट कर लेगा। मैंने अपने एक्सप्रेशन को छिपाने के लिए फिर से अंगड़ाई ली और एक कैजुअल अंदाज में कहा। सरीना ने अपने होंठ और भी जोर से भींच लिए। उसने अपना सिर नीचा कर लिया। मुझ पर यह जाहिर नहीं होने देना चाहती थी कि उसकी आंखों में आंसू आने लगे हैं। कमरे में खामोशी छा गई। दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं इंतजार करता रहा, इंतजार की सरीना कुछ बोलेगी, लेकिन काफी देर बाद भी उसने कुछ नहीं कहा। मैं लिली को लेने जा रहा हूँ। मैंने एक लंबी सांस ली और सरीना की तरफ देखे बिना सीधे खड़ा हो गया और दरवाजे की तरफ चल दिया। सरीना वहीं बैठी रही और मुझे दरवाजे से बाहर जाते हुए देखती रही और फिर सामने का दरवाजा बंद हो गया। वो सोफे पर बिल्कुल वैसे ही बैठी रही, एकदम शांत और खामोश, जैसे उस सुबह क्लासरूम में लिली बैठी थी, होंठ भींचे हुए चुपचाप आंसू गिरने दे रही थी। एक बच्चा जो कभी रोता नहीं और जिद नहीं करता, उसे कभी कैंडी नहीं मिलती। वो फ्रेज अचानक मेरे दिमाग में आया। मैं बाहर दरवाजे के फ्रेम से सटकर खड़ा हो गया। मेरी डार्क आंखों में उदासी की एक झलक थी। मैं जियांग हुआ किंडरगार्टन के एंट्रेंस पर पहुंचा। वहां ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। थोड़े ही समय में स्कूल की बेल बज गई। छोटे बच्चों की लाइनें अपने क्लास टीचर्स के पीछे पीछे खुशी खुशी पेरेंट पिकअप एरिया की तरफ आने लगी। मैंने लिली को सही सलामत ले लिया। सुबह के मुकाबले लिली का मूड काफी हद तक बहुत बेहतर था। उसका छोटा सा चेहरा मुस्कानों से भरा हुआ था। साफ तौर पर उसे सुइन और लुदान ने मना लिया था। ये किंडरगार्टन टीचर्स बच्चों को बहलाने में वाकई बहुत स्किल्ड थे। जैसे ही लिली ने डैडी को देखा, वो अपने नन्हे पैरों से दौड़ पड़ी और सीधे मुझसे लिपट गई। मैंने उसे नेचुरली अपनी गोद में उठा लिया और उसके छोटे से गाल पर एक किस किया। लिली ने चारों तरफ नजर घुमाई, फिर अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और एक पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ अपने डैडी को देखा। डैडी, मम्मी लिली को पिक करने क्यों नहीं आई? मैं तुरंत स्पीचलेस हो गया। क्या मैं वाकई ये कह सकता था कि मम्मी घर पर रो रही हैं क्योंकि डैडी उनके साथ मीन थे? जब हम घर पहुंचे, सरीना ने पहले ही डिनर बना लिया था। अब जब लिली ने किंडरगार्टन जाना शुरू कर दिया था, तो सुबह जल्दी उठने का मतलब था जल्दी जागना, इसलिए वो पहले की तरह देर तक नहीं जाग सकती थी। मैंने पहले की तरह ही जारी रखा, सरीना की नजरों से बचते हुए। मुझे डर था कि जिस पल मेरी आंखें उसकी उन जेंटल आंखों से मिलेंगी, मैं तुरंत सॉफ्ट हो जाऊंगा। डिनर टेबल पर सन्नाटा था, यहाँ तक कि लिली भी हमेशा की तरह प्लेफुल नहीं थी। वो छोटी बच्ची शायद अपने पेरेंट्स के बीच के मूड को समझ गई थी। वो बार बार अपना सिर घुमाती, कभी अपनी मम्मी को देखती जो सिर झुकाए चुपचाप खाना खा रही थीं, तो कभी एक तरफ चुपचाप बैठे डैडी को। फिर उसके छोटे होंठ एक पाउट में सिमट गए और उसकी छोटी सी बॉडी धीरे से खिसक कर सरीना की साइड की ओर हो गई। डैडी बुरे हैं, वो पक्का फिर से मम्मी को परेशान कर रहे हैं। तो डिनर के बाद मैंने उसे मनाने में काफी समय बिताया। उस छोटी बच्ची को बार बार चुपचाप रिएश्योर किया कि मैंने सरीना के साथ बिल्कुल भी बुरा बर्ताव नहीं किया है। तब जाकर कहीं लिली एक गुड गर्ल की तरह सोने के लिए तैयार हुई। सोने से पहले नेचुरली हर रात की तरह बेड टाइम स्टोरी थी। मैं भी काफी समय से इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था। मैंने बेड के दूसरी तरफ चुपचाप लेटी हुई सरीना पर एक नजर डाली, अपना गला साफ किया और बड़े एक्सप्रेशन के साथ लिली को कहानी सुनाना शुरू किया। एक समय की बात है, एक बहुत ही अच्छी नन्ही वाइट बनी थी। उसकी एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी, एक छोटी ग्रे बनी। लेकिन वो छोटी ग्रे बनी आलसी थी। उस ऑटम हार्वेस्ट सीजन में नन्ही वाइट बनी ने कड़ी मेहनत की और 5 कैरेट्स इकट्ठे किए। एक दिन नन्ही वाइट बनी छोटी ग्रे बनी से मिलने गई और देखा कि छोटी ग्रे बनी वहां भूखी बैठी है और उसे बड़े पिटिफुल तरीके से देख रही है। नन्ही वाइट बनी ने जब देखा कि उसकी प्यारी छोटी ग्रे बनी भूखी रहने वाली है, तो उसने बिना एक पल की हिचकिचाहट के छोटी ग्रे बनी को अपनी एक कैरेट दे दी। छोटी ग्रे बनी ने अब कैरेट मिलने पर खुशी खुशी नन्ही वाइट बनी से कहा, तुम कितनी काइंड हो। छोटी ग्रे बनी से ये सुनकर नन्ही वाइट बनी भी बहुत खुश हुई। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते और नन्ही वाइट बनी फिर से छोटी ग्रे बनी से मिलने जाती और उसे एक और कैरेट दे देती, जब तक कि आखिरकार नन्ही वाइट बनी के पास सिर्फ एक ही कैरेट बची। उस दिन नन्ही वाइट बनी फिर से छोटी ग्रे बनी को ढूंढने आई। नन्ही वाइट बनी ने अपने हाथों में मौजूद आखिरी कैरेट को देखा, फिर अपनी डियर फ्रेंड छोटी ग्रे बनी को देखा। वो जानती थी कि अगर उसने ये आखिरी कैरेट भी दे दी तो वो खुद भूखी रह जाएगी। इस पॉइंट पर मैं रुक गया। मैंने एक बार फिर सरीना की तरफ देखा, जो अभी भी शांति से अपनी साइड पर लेटी हुई थी। फिर मैंने नन्ही लिली की नाक पर धीरे से थपकी दी। लिली, अगर तुम ये काइंड छोटी वाइट बनी होती और तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड को खोने का डर होता, तो क्या तुम अपने हाथ की आखिरी कैरेट उस छोटी ग्रे बनी को एक बार फिर दे देती? नन्ही लिली की बड़ी गोल आंखें पूरी खुली हुई थीं। कहानी को शांति से सुनते हुए डैडी को सवाल पूछते देख उसने अपनी छोटी सी नाक सिकोड़ी, काफी देर तक गहराई से सोचा और फिर अपने बचकाने अंदाज में कहा, क्या हम इसे आधा आधा बांट सकते हैं? इस तरह न तो नन्ही वाइट बनी और न ही छोटी ग्रे बनी भूखी रहेगी। मैं मुस्कुराया और नन्ही लिली के सिर को सहलाते हुए कहा, बेशक हम कर सकते हैं। लिली बहुत स्मार्ट है,
लेकिन डैडी लिली को बताना चाहते हैं कि उस नन्ही व्हाइट बनी ने जो किया वो असल में सही नहीं था। उसे अपनी फ्रेंड छोटी ग्रे बनी को बताना चाहिए कि वो अंदर से कैसा फील कर रही है, बजाय इसके कि वो छोटी ग्रे बनी को खोने से डरे और हमेशा अपनी सबसे अच्छी चीजें उसे दे दे। नन्ही लिली ने अपनी बड़ी मासूम आंखों से अपने डैडी को देखा। उसे लगा कि नन्ही व्हाइट बनी बहुत काइंड और बहुत स्वीट थी। दूसरी तरफ से बॉडी में एक हल्की सी कपकपाहट हुई। सरीना ने अपने होंठ भींच लिए। उसकी आंखों में शिकायत की एक चमक उभर आई। उसे लगा कि नन्ही व्हाइट बनी ने भी कुछ गलत नहीं किया था। मैंने फिर से लिली के छोटे से गाल पर किस किया। नन्ही व्हाइट बनी वंडरफुल है, लेकिन वो अपने बारे में भूल गई। उसने हमेशा सिर्फ छोटी ग्रे बनी के बारे में सोचा, लेकिन उसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। ठीक है, लिली को अब सोना चाहिए, वरना वो कल सुबह नहीं उठ पाएगी और टीचर उसके बॉटम पर एक स्मैक लगाएंगे। मैंने बेडसाइड लैंप बंद कर दिया और धीरे धीरे लिली को सुला दिया। कुछ ही देर में वो छोटी बच्ची सो गई। शांत कमरे में सिर्फ 3 लोगों की हल्की सांसों की आवाज सुनी जा सकती थी, लेकिन मैं लेटा नहीं। मैं बस चुपचाप हेडबोर्ड से सटकर बैठ गया। आंखें खुली थी, खामोशी से अंधेरी रात को ताक रहा था। मैं इंतजार कर रहा था, इंतजार की सरीना पहले मेरे पास आए। सरीना का दिल भी शांत होने से कोसों दूर था। वो अभी अभी सुनाई गई मेरी कहानी के बारे में सोच रही थी। वो जानती थी कि ये कहानी उसके लिए थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इसे इस तरह क्यों करना पड़ा। मैं साफ तौर पर पहले से ही जानता था कि उसका क्या मतलब है, तो मैं सीधे हाँ क्यों नहीं कह सकता था। थोड़ा और समय बीत गया। मैंने बेड के दूसरी तरफ सरीना को सुना। वो उठकर बैठ गई। उसके कदमों की हल्की आहट पीछे पीछे आई। अंधेरे में मेरी आंखें गहरी और चमक रही थीं। जेम्स, तुम डमी हो? एक कोमल प्यारी आवाज ने मुझे मेरे ख्यालों से थोड़ा बाहर निकाला। मैंने देखा कि सरीना पहले ही मेरे बेड की साइड पर आ चुकी थी। उसके 2 छोटे हाथों ने मेरी आर्म को पकड़ रखा था। मेरी डियर वाइफ, क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ? यहाँ तक कि मेरी आवाज भी थोड़ी भारी हो गई थी। जो दिल मैंने अब तक लटका कर रखा था, वो आखिरकार वापस शांत हो गया कि सरीना खुद आई थी। वही सब कुछ था। सरीना ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपने होंठ भींच लिए। मैं चुपचाप बेड से बाहर निकला और धीरे से सरीना को लिविंग रूम में ले गया। मैं नन्ही लिली को जगाना नहीं चाहता था। खिड़की के बाहर से शहर की नियॉन लाइट्स पर्दों के बीच की दरार से अंदर आ रही थीं। मैं देख सकता था कि सरीना की आंखें पहले से ही बिना गिरे आंसुओं से लबालब भरी थीं। मैं उनमें छिपी हुई शिकायत और डिसअपॉइंटमेंट देख सकता था। मेरा गला भारी महसूस हो रहा था। मैंने अपने सामने अपनी इस केयरफुल और झिझक भरी वाइफ को देखा और धीरे से कहा, मेरी डियर वाइफ मुझसे क्या कहना चाहती है? सरीना ने सोफे पर बैठे हुए सीधे मेरी तरफ देखा। उसने आखिरकार अपने होंठ भींचे और भी धीमी आवाज में कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे गेस्ट परफॉर्मर बने। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ आकर वो सॉन्ग गाएं। तो मेरी डियर वाइफ ने सीधे ऐसा क्यों नहीं कह दिया? सरीना फिर से खामोश हो गई और अपना सिर झुका लिया। मैंने आगे कहा, क्या तुम्हें डर था कि मैं मना कर दूंगा? नहीं। सरीना का जवाब दृढ़ और साफ आया, क्योंकि वो जानती थी कि मैं उसे कभी मना नहीं करूंगा। फिर बात क्या थी? क्या मेरी डियर वाइफ को ऐसा लगा कि मेरे खुश होने से पहले उसे अपनी तरफ से कुछ ऑफर करना होगा? मुझे ऐसा कहते सुनकर सरीना ने अपने होंठ भींचे, धीरे से 1-2 बार अपना सिर हिलाया और उन आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश की जो गिरने ही वाले थे। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रही थी। मैं जानता हूँ। मेरी डियर वाइफ हमेशा ऐसी ही रही है। अपने अंदर के हर दुख को अकेले ही निगल जाती है। जब भी कुछ मुश्किल आता है तो वो वैसा ही करती है। हमेशा इतनी सावधानी से चलती है, यहाँ तक कि मेरे साथ भी। मेरी आवाज थोड़ी भारी थी। मेरे हाथ सरीना के कंधों पर टिके थे। मेरी नजर सीधे उसकी नजरों से मिल रही थी। लेकिन मेरी डियर वाइफ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। पहले तुम्हारे पास बात करने के लिए कोई नहीं था। जब तुम्हें चोट लगती थी तो तुम उसे चुपचाप अकेले ही सोख लेती थी, लेकिन मैं अब यहाँ हूँ। अगर तुम अभी भी वही करती रही जो तुम हमेशा करती थी, सब कुछ अकेले ही चुपचाप सहती रही, तो फिर मैं यहाँ असल में किस लिए हूँ? जैसे ही मैंने ये कहा, मेरी आवाज भी कांपने लगी थी। सरीना अब अपने आंसुओं को और नहीं रोक सकी, लेकिन जब उसने मेरी आंखों में देखा तो उसका दिल अचानक घबराहट में डूब गया। उसने पहले कभी मेरी आंखों में ऐसा दर्द भरा लुक नहीं देखा था और उसने कभी एक बार भी नहीं सोचा था कि वो मुझे रोते हुए देखेगी। अब उसे अपने चेहरे पर आंसुओं के निशानों की कोई परवाह नहीं थी। उसने पागलों की तरह ऊपर हाथ बढ़ाया ताकि मेरी आंखों के कोनों को पहुंच सके। मेरी डियर वाइफ मेरे साथ वो सॉन्ग गाना चाहती है। मैं भी वही चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास एक और सॉन्ग है जो मैं अपनी डियर वाइफ के लिए गाना चाहता हूँ। मैं जो उम्मीद करता हूँ वो ये है कि अब से जब भी तुम कुछ कहना चाहो बस कह दो। तुम जो भी करना चाहो बस कर लो। मैं वहीं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ कहूंगा, तुम्हारे साथ करूंगा। यहाँ तक कि अगर मेरी डियर वाइफ रोना चाहती है या नखरे दिखाना चाहती है तो मुझे सच में खुशी होगी।
मैंने बस उसके घबराए हुए बेबस एक्सप्रेशन को देखा और अपने दिल में एक असाधारण दर्द महसूस किया। तो किसी के लिए तड़पना ऐसा महसूस होता था, तो किसी को प्यार करने का मतलब ये था कि उनके लिए ठीक होने के अलावा और कुछ न चाहना। सरीना ने मेरी आंख का कोना पोंछना खत्म किया और जल्दी से अपने खुद के आंसू पोंछने की कोशिश की। उसे डर था कि इतना रोने की वजह से मैं उसे थकाऊ या पकाऊ समझूंगा, जब तक कि उसने सुना नहीं। मेरी आवाज अभी भी कांप रही थी, वे शब्द कहो, और वो आंसुओं को और भी ज्यादा नहीं रोक सकी। उसने सुबकते हुए फिर से मेरी तरफ उसी केयरफुल और झिझक भरी नजर से देखा। उसने पहले कभी नहीं जाना था कि उसे किसी के सामने रोने और नखरे दिखाने की भी इजाजत थी। क्या जेम्स रिवर्स को बुरा लगेगा अगर उसने ऐसा किया? लेकिन मैंने इसका जवाब अपने एक्शन से दिया। उसे सीधे अपनी बाहों में खींच लिया। देखो, क्या ये बहुत बेहतर नहीं है? और मैं तुम्हें बस और भी ज्यादा प्यार करूंगा। सरीना ने ऊपर देखा, आंखें आंसुओं से धुंधली थीं, सीधे मेरी आंखों में देखते हुए। डमी। और फिर एक जोरदार सुबकी के साथ सरीना खुद को और नहीं संभाल सकी। वो मेरी बाहों में सिमट गई और रोने लगी। वो पूरी तरह से टूटकर रोई। मैंने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई, नीचे झुका और उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा, मेरे पास एक सॉन्ग है जो मैं सरीना के लिए गाना चाहता हूँ। एक ऐसा सॉन्ग जो मैं सिर्फ और सिर्फ सरीना के लिए गाऊंगा। सरीना के दो छोटे हाथों ने मेरे पजामे का कोना पकड़ लिया। होंठ भींचे हुए थे, उसका चेहरा मेरे सीने में गड़ा था। वो उससे रगड़ रही थी, लेकिन उसकी छोटी सी गर्दन अभी भी आदत के मुताबिक हाँ में हिली। मैं धीरे से हंसा, उसके बालों को सहलाया। मेरी नजर वार्म और टेंडर थी और धीरे से गाना शुरू किया। मुझे तुम्हारे आंसुओं से डर नहीं लगता। मेरी कोमल आवाज उसके कान के पास गूंजी। सरीना ने अपना छोटा सा चेहरा उठाया, लाल आंखों से मुझे शांत अडोरेशन के साथ देख रही थी। तो वाकई अब उसके पास कोई था जो उसे चेरिश करे। सरीना फिर से सुबकी। मेरी कपड़ों पर उसकी पकड़ और भी टाइट होती गई। उसे अब दूसरों की तरह रोने की इजाजत थी, दूसरों की तरह नखरे दिखाने की इजाजत थी, क्योंकि ये डमी उसे बता रहा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी साथ नहीं त्यागेगा। मैंने सरीना की धुंधली चमकती आंखों की ओर नीचे देखा और धीरे से उसकी आंख के कोने पर एक किस किया। मैं रुक गया। सरीना थोड़ी नाखुश थी। उसने अपने होंठ भींच लिए। वो बता सकती थी कि सॉन्ग अभी खत्म नहीं हुआ है। डमी, गाते रहो। उसने एक उंगली निकाली और मेरे पेट में पोक किया। ये उसके लिए गाया गया सॉन्ग था, जो सिर्फ और सिर्फ उसका था। वो इसे अंत तक सुनना चाहती थी। मैं मुस्कुराया और मजाक में सेरेना के छोटे से गाल को चिकोटी काटी। सच में सेरेना को समझने से पहले उसे दुखी किया। इसका मकसद एक गहरा इंप्रेशन छोड़ना था, और ये सबसे हेल्पलेस चीज भी थी जो मैंने कभी की थी। लेकिन मेरे पास कोई बेहतर तरीका नहीं था। मेरा मानना था कि मैं आने वाले लंबे सालों में धीरे धीरे सरीना को बदल सकता हूँ, लेकिन उस तरह सरीना को अभी भी दुख के कई और पल सहने पड़ते। वो अभी भी अपने दिल में कई और बातें छिपाती। मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता था। अपनी शिकायतों को अकेले बिना एक शब्द कहे चुपचाप सोखते हुए मैंने सरीना को गहरी फीलिंग के साथ देखा। महसूस किया कि मेरे कपड़ों पर उसकी पकड़ और भी टाइट होती जा रही है, और फिर से धीरे से गाया। सरीना की नजर मुझ पर टिक गई और वो और भी ज्यादा कैप्टिवेटेड हो गई। मेरे कपड़ों को पकड़े हुए हाथ धीरे धीरे ढीले हुए और इसके बजाय मेरी कमर के चारों ओर लिपट गए। उसकी पूरी बॉडी मुझ पर टिकी हुई थी। सॉन्ग सुनते हुए वो आने वाले दिनों को देख पा रही थी, उसके और मेरे, नोक झोंक और हंसी, तब तक हंसना जब तक उनके दिल भर न जाए। ये वे दिन थे जिनकी सरीना ने पहले कभी कल्पना नहीं की थी। इसलिए नहीं कि वो उन्हें चाहती नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने कभी हिम्मत नहीं की थी। लेकिन अब जब मैंने उसे पकड़ रखा था, उसने अचानक सपने देखने की हिम्मत की। वो मुझे अपना प्यार एक्सप्रेस करने में बहुत केयरफुल और क्लमसी रही थी, यहाँ तक कि खुद को ऑफर करने के लिए भी तैयार थी, ताकि वो उस चीज से मैच कर सके जो उसे लगा कि मैं चाहता हूँ। और बार बार मैंने उसे सिंसियरिटी के साथ जवाब दिया, और इस बार एक सॉन्ग के साथ मैंने उसे बताया कि क्या मेरे दिल में क्या बसता था। सॉन्ग खत्म हो गया। मैंने एक शांत सांस ली। महसूस किया कि मेरे चारों ओर लिपटी बाहें और भी टाइट होती जा रही हैं। मैंने धीरे से कहा, मैंने ये सॉन्ग तुम्हें ये बताने के लिए गाया है कि मैं आने वाले सभी दिनों में तुम्हारे साथ रहूंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा एंकर बनूंगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। वे सारी शिकायतें, तुम्हें उन्हें अकेले अपने अंदर लॉक करके रखने की जरूरत नहीं है। मेरी डियर वाइफ, मेरे दिल में तुम मुझसे ज्यादा मायने रखती हो। मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें इतना केयरफुल होकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लव दोनों तरफ से एक दूसरे की ओर बढ़ने का एक सफर है। मेरी डियर वाइफ के लिए मेरा प्यार और भी गहरा होता जाएगा। सरीना बस अपना चेहरा मेरे सीने में छिपाए रही, अंत तक सब कुछ सुनती रही। काफी देर बाद उसने आखिरकार अपना छोटा सा चेहरा उठाया और पाउट किया। आप बहुत अनोइंग हैं। मैंने घायल होने का नाटक किया। मैं अनोइंग कैसे हूँ? बस आप हैं।
आप अच्छी तरह जानते थे कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ कंपटीशन में चलें, और आपने फिर भी जानबूझकर मुझे अपसेट किया, ताकि जैसे ही वे शब्द उसके मुंह से निकले, आपने जानबूझकर मुझे हस्बैंड कहा। सेरीना का चेहरा तुरंत क्रिम्सन हो गया। उसने अपनी अभी भी थोड़ी नम आंखों से मुझे देखा और मुझे जोर से घूरा, फिर गुस्से में मुझे सोफे पर धकेल दिया और मेरा मुंह बंद कर दिया। अब एक शब्द भी मत कहना। मेरी आंखें हंसी से भरी थीं। मैंने संघर्ष करने की एक टोकन कोशिश की, अपना सिर जोर जोर से हिलाया, ये सिग्नल देते हुए कि मैं रुक जाऊंगा। तभी सेरीना ने मुझे छोड़ा, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में शर्मिंदगी को छिपाना नामुमकिन था। वो मेरे ऊपर बैठ गई, अपना चेहरा ढक लिया और फूले हुए गालों के साथ मुझे गुस्से में घूरने लगी। तो मेरी डियर वाइफ का काफी मिजाज है। आखिरकार मेरी डियर वाइफ को इस तरह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। अब से अगर कुछ होता है तो मुझे उम्मीद है कि मेरी डियर वाइफ मुझे बिल्कुल इसी तरह बता सकती है, सीधे और बिना किसी हिचकिचाहट के। मैं सोफे पर लेटा रहा, मुस्कान वार्म और जेंटल थी। लाइफ छोटी है मेरी डियर वाइफ, तुम्हें सबके बारे में सोचने से पहले अपने बारे में सोचना होगा। तुम हो और मैं हूँ, और साथ मिलकर हम हैं। सिर्फ एक तरफा मैं नहीं। अगर तुम हमेशा सिर्फ मेरे बारे में सोचोगी तो वो असली तुम कैसे होगी, और मुझे तुम्हारी चिंता होगी। सेरीना ने मुझे इस तरह देखा और जोर से सिर हिलाया। मेरे सीने पर टिके दोनों हाथ मेरे चेहरे को सहलाने लगे। उसके होंठ आपस में भींच गए। वो फिर से रोना चाहती थी। यह जेम्स रिवर्स जो इतना असहनीय था, वो उसे इतना ज्यादा कैसे पसंद कर सकती थी। सेरीना को मेरे चेहरे की जरूरत थी। उसका अपना चेहरा थोड़ा पिंक था। फिर उसने अचानक एक हाथ मेरी आंखों को ढकने के लिए उठाया, नीचे झुकी और मुझे किस किया। मुझे पहले किस किया जा रहा था। मैं दंग रह गया। इस अप्रोच का मुझ पर असर काफी जल्दी हुआ और ये एक सुखद सरप्राइज के साथ आया। रात लुभावनी थी और सेरीना इस मोमेंट में और भी ज्यादा। एक लंबे, गहरे और ठहरे हुए किस ने मुझे थोड़ा मदहोश और नशे में छोड़ दिया, यहाँ तक कि मेरा हाथ भी बिना जाने कब उन ढीले पजामे की परतों में फिसल गया था। चीजें जब पीक पर पहुंचने ही वाली थीं, तभी सेरीना आखिरकार अपने होश में आई। थोड़ी देरी से उसने एक धुंध में अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में नमी की चमक थी और वो खाली नजर से मेरे बड़े बड़े हाथ को देखने लगी जो उसके कपड़ों के अंदर फिसल गया था। मेरे होठों से वो कोमल गर्माहट हट गई। मैंने भी मदहोशी में अपनी आंखें खोली और फिर अपने खुद के शरारती हाथ पर नजर पड़ी। अगले ही पल मेरे एक्सप्रेशन अजीब हो गए। हे, तुम्हें मानना पड़ेगा, ये जो मेरा हाथ है इसका अपना ही एक दिमाग है। सेरीना का चेहरा गहरा लाल हो गया। वो तुरंत पहल करने वाली से डिफेंसिव मोड में आ गई। उसने एक छोटा सा हफ निकाला और अपनी पूरी बॉडी से मुझ पर दबाव बना दिया। मेरे हाथ को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हुए मैंने अपनी एक गुप्त मुस्कान को दबाया। मैं लाइट्स की कसम खाता हूँ, मेरा सच में हिलने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस अपना हाथ वापस बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब हम यहाँ थे। मेरा हाथ सेरीना के कपड़ों के अंदर फंसा हुआ था। इस बार ये सच में बाहर नहीं आ पा रहा था। मैंने उसकी जानी पहचानी क्वीन खुशबू को सांसों में भरा और उसे अपनी एक फ्री आर्म से पकड़ सका। हाथ से धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई। ठीक है, अब तुम उठो। मैं वादा करता हूँ कि हिलूंगा नहीं। सेरीना बिल्कुल नहीं हिली और मुझ पर वैसे ही टिकी रही। मेरे सीने से बस एक दबी हुई आवाज निकली, आपने अभी तक एग्री नहीं किया है कि आप मेरे साथ कंपटीशन में आएंगे या नहीं, तो यही रीजन है तुम्हारे न उठने का। सेरीना को जिद में मुझ पर से न हटते हुए देख मुझे हंसी आने लगी। सिली सेरीना, क्या ये कोई रिवॉर्ड है या धमकी? अगर मेरी डियर वाइफ ने एक शब्द भी न कहा होता तब भी मैं तुम्हारे साथ चलता। मेरी बात सुनकर सेरीना ने झटके से अपना सिर मेरे सीने से उठाया। बादामी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मुझे पूरी तरह से अविश्वास के एक्सप्रेशन के साथ घूरने लगी। तो आप पूरे समय ये जानबूझकर कर रहे थे? मैंने अनमने ढंग से अपना हाथ आजाद किया और अपनी दोनों हथेलियां फैला दी, पकड़ लिया। अगले ही सेकंड एक छोटे से हाथ ने मेरी कमर के सॉफ्ट हिस्से पर चिकोटी काटी। हिस, आराम से, तुम लिली को जगा दोगी। मैंने दबी हुई आवाज में अपने दांतों के बीच से सिसकारी भरी। मैं हर चीज पर सवाल उठाने लगा था। पता चला कि सबसे जेंटल महिला के पास भी अपने हथियारों में ये मूव होता है। मैंने डोई पर उन आदमियों को देखा था जिनकी पत्नियां थीं। यह बिल्कुल वही था जिससे वे सब गुजरते थे। मैं पहले इस पर यकीन नहीं करता था, अब करता हूँ। आप बुली हैं? सेरीना ने धीमी आवाज में घूरा। आपको बस मुझे परेशान करना आता है। अगर मेरी डियर वाइफ हमेशा ऐसी ही होती तो वो वैसी कैसे बन जाती जैसी वो पहले थी। मैं सच में आने वाले लंबे सालों को एक ऐसी वाइफ को देखते हुए नहीं बिताना चाहता जो हमेशा दुखी रहे और डरी सहमी रहे। सेरीना ने पाउट किया, फिर थोड़ी कोमलता के साथ धीरे से मेरी कमर की उसी सॉफ्ट जगह को रगड़ा जहां उसने अभी चिकोटी काटी थी। फिर भी इस बात ने इस फैक्ट को नहीं बदला कि मैंने उसे बुली किया था।
मैंने फिर से दोनों बाहें फैलाई और सेरेना को वापस अपनी बाहों में खींच लिया, हम दोनों को एक दूसरे के करीब दबाते हुए। बात बस इतनी है कि लिली अब किंडरगार्टन में है। अगर मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन में जा रहा हूँ तो हमें फिलहाल लिली की देखभाल के लिए किसी की जरूरत होगी। सेरेना ने मेरी दिल की धड़कन सुनी, उसकी आंखें धीरे धीरे नरम पड़ गईं। उसने जवाब देने से पहले बस एक पल के लिए सोचा, चलो पहले मिया को लिली की देखभाल के लिए बुलाते हैं। ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है, हमें अभी भी साथ में रिहर्सल करने की जरूरत है। कंपनी के रिकॉर्डिंग स्टूडियो का इस्तेमाल करना बेहतर होगा। ये कहने के बाद वो एक पल के लिए रुकी, फिर उसने धीमी आवाज में मेरा नाम पुकारा, जेम्स डमी। लिली अब किंडरगार्टन में है। क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि उसका अपना एक छोटा कमरा हो? सेरेना ने अपना सिर झुकाए रखा, उसके कान गुलाबी हो गए थे। मैंने सिर हिलाया। एक बार जब हम इस बार वापस आ जाएंगे तो मैं साइड रूम खाली कर दूंगा और उसे लिली के लिए एक छोटा सा प्रिंसेस रूम बना दूंगा। जब समय आएगा तो लिली को मनाने का काम मैं तुम पर छोड़ दूंगा। सेरेना ने बस मेरे सीने पर अपने सिर से एक हल्का सा धक्का दिया। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने एक पल के लिए सोचा और अपनी बात जारी रखी। एक कार की भी बात है। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि एक खरीद लूंगा, लेकिन कभी समय नहीं निकाल पाता। कल मैं उस सेल्स पर्सन से फिर से कांटेक्ट करूंगा जिससे पहले बात हुई थी। एक और कार ले लेंगे, इससे लिली को ड्रॉप करना और पिक करना आसान हो जाएगा। फिर अपार्टमेंट, हमें किसी बड़ी जगह शिफ्ट होने की जरूरत है। हालांकि उसके लिए हमें मेरी डियर वाइफ के इतना कमाने का इंतजार करना होगा कि ये मुमकिन हो सके। आखिरकार मैं एक फुल टाइम स्टे एट होम डैड हूँ। हाँ, मैंने खुद को स्टे एट होम डैड कहा, लेकिन मैं सच में इन दिनों बहुत बिजी था उस एनिमेटेड सीरीज की स्क्रिप्ट को लेकर। मैं उस पर लगातार काम कर रहा था। 10 और दिन और पहला सीजन खत्म हो जाएगा। मैं अभी भी सारे सॉन्ग्स लिख रहा था और अब ये कंपटीशन भी। मैं इसमें एक गेस्ट परफॉर्मर के तौर पर हिस्सा लेने वाला था। मैं हंसा और इसे टाल दिया, लेकिन मुझे वाकई लगा कि अब मूव करने का समय आ गया है। इस अपार्टमेंट में सिर्फ 2 ही कमरे थे। साइड रूम अभी भी हर चीज के अलावा मेरी स्टडी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। कल जब मिया आएगी तो मुझे पहले साइड रूम खाली करना होगा। सेरेना ने एक शांत मम किया और फिर अपना सिर ऊपर झुकाया और जल्दी से मेरे होठों पर एक किस किया। थैंक यू जेम्स डमी। वो हमेशा उसे थैंक यू कहना चाहती थी। अब जाकर वो आखिरकार इसे जोर से कह पाई थी। अगर तुम सच में मुझे थैंक यू कहना चाहती हो तो एक बार फिर हस्बैंड कहो। मैंने सेरेना की तरफ देखा। मेरी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी जब मैंने मुस्कुराते हुए ये कहा। इससे सेरेना फिर से गुलाबी हो गई। वो जल्दी से मेरे ऊपर से उतरी, लगभग एक पावर वॉक की स्पीड से बेडरूम की तरफ भागी। मेरे कानों में जो एकमात्र चीज पहुंची वह थी एक बहुत ही धीमी आवाज, सोने का समय हो गया है। ठीक है, मैंने अपनी नाक रगड़ी। आज रात का मिशन वैसे भी पूरा हो गया था, साथ ही एक अनएक्सपेक्टेड बोनस भी मिला था। मैं जरूरत से ज्यादा संतुष्ट था। मैं उठकर बैठा, अपने पैर नीचे किए और वापस बेडरूम की तरफ चल दिया। बेड पर वापस आकर मैंने सेरेना को फिर से अपनी बाहों में खींच लिया। नन्ही लिली को उन दोनों ने बेरहमी से एक तरफ छोड़ दिया था। अंधेरे में मैंने संतुष्टि के साथ अपनी आंखें बंद कर ली, सोने के लिए तैयार। और फिर मैंने अपनी प्यारी वाइफ को अपनी बाहों में धीरे से कहते सुना, हस्बैंड। इस रात में अब पछतावे के लिए कुछ भी बाकी नहीं था। अगली सुबह जब सेरेना ने अपनी आंखें खोली तो मैं बेड पर नहीं था। उसने धीरे से चादर हटाई और अपने बिखरे हुए पजामे को नीचे देखा। कितना ठरकी डमी है। सेरेना ने अपनी सुंदर नाक से कोड़ी, चेहरा गुलाबी हो गया। उसने समय देखा, सुबह के 7:30 बज चुके थे। सेरेना ने अभी भी गहरी नींद में सोई नन्ही लिली की ओर देखा और मजबूती से उसे उठा लिया। नन्ही लिली को एक बार फिर काम पर लगाया जा रहा था। उस छोटी बच्ची ने पहले जो आदतें बनाई थीं, उन्हें अब धीरे धीरे बदलना होगा। मैंने पहले ही सेट कर दिया था, टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा दिया था। जब तक सेरेना लिली को गोद में लेकर बेडरूम से बाहर निकली, मैंने सेरेना की तरफ एक वार्म स्माइल के साथ देखा। उसने पहले ही अपना पजामा ठीक कर लिया था। गुड मॉर्निंग, जाओ हाथ मुंह धो लो और खा लो। सेरेना ने मेरी तरफ एक नजर डाली, अपनी फीलिंग जाहिर करने के लिए एक छोटा सा हफ निकाला और लिली को वॉशअप कराने ले गई। सेरेना का इस तरह नखरे दिखाना और प्लेफुल होना, इसका एक अलग ही चार्म था। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने लिली को स्कूल भेज दिया। सेरेना ने मिया से कांटेक्ट किया और उन दोनों ने अपना अपना पार्ट संभाल लिया। मिया बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत मान गई। जब नन्ही लिली की देखभाल करने की बात आई तो वो दोनों हाथ उठाकर तैयार थी। कितनी एडोरेबल बच्ची है। उसने विश किया कि वह उसे हर रोज अपनी गोद में रख सके। जब तक मैं वापस आया, मिया पहले ही ट्रेन स्टेशन के लिए निकल चुकी थी। मैं और सेरेना साइड रूम खाली करने, कार सेल्स पर्सन से टच में रहने, गाड़ी ऑर्डर करने और बाकी सब चीजों में बिजी हो गए। कारों के लिए मेरे कोई बहुत हाई स्टैंडर्ड्स नहीं थे। जब तक वो चलती है उतना काफी था। मुझे किसी बिजनेस मीटिंग्स में नहीं जाना था,
इसलिए मैंने बस डीलरशिप सेल्स पर्सन से रैंडमली कुछ रिकमेंड करने को कहा। इकलौती रिक्वायरमेंट ये थी कि कार स्टॉक में हो जिसे अगले दिन पिक किया जा सके। समय जल्दी बीत गया। जब मैंने और सेरेना ने साइड रूम की सफाई खत्म की तो उन दोनों ने मुश्किल से ही कोई ब्रेक लिया था। दोपहर हो चुकी थी तभी सेरेना को मिया का कॉल आया। वह शहर के ट्रेन स्टेशन पहुंच चुकी थी। घर का सब कुछ सॉर्ट आउट करके वे दोनों शहर की तरफ निकल गए। फिर से शहर पहुंचना, इस बार सिर्फ हम दोनों थे, हस्बैंड और वाइफ। मुझे अपनी ओरिजिनल दुनिया की यादों का एक बोझ सा महसूस हुआ। एक सिंगल पर्सन के तौर पर भी मैं कभी इतना बिजी नहीं था। किसने सोचा था कि इस लाइफ में एक फुल टाइम स्टे एट होम डैड बनकर मुझे इतना अक्सर बाहर जाना पड़ेगा। उस सुबह सेरेना ने कंपटीशन सॉन्ग पहले ही मिस क्लेयर को भेज दिया था। मिस क्लेयर ने हमेशा की तरह सॉन्ग कंपनी की रिकॉर्डिंग टीम को दे दिया ताकि बैकिंग ट्रैक प्रोड्यूस हो सके और कॉपीराइट रजिस्टर हो सके। वे दोनों शहर पहुंचे, अपार्टमेंट में थोड़ा रेस्ट किया और फिर से यिंग है एंटरटेनमेंट बिल्डिंग के लिए निकल पड़े। वे दोनों अपने जाने पहचाने रास्ते से 11th फ्लोर पर पहुंचे। मिस क्लेयर वहां पहले से इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही दूर पर मिस क्लेयर ने उनके हाथ देखे जो अभी भी एक दूसरे में बंधे हुए थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उन्होंने सेरेना के चेहरे को करीब से देखा और समझ नहीं पाई कि क्या बदला है। हालांकि उन्हें एक दूसरे से मिले सिर्फ 3 दिन ही हुए थे। इस बार सेरेना के बारे में कुछ अलग था। उसके अंदर से एक चमक निकल रही थी, एक ऐसी स्टेट जो सेरेना में पहले कभी नहीं थी। ऐसी सेरेना को देखकर मिस क्लेयर के सीने में गर्माहट महसूस हुई। वो इतने लंबे समय से सेरेना के साथ थीं, हमेशा इस लड़की के लिए प्रोटेक्टिव फील करती थीं। वो ये भी जानती थीं कि सेरेना हमेशा सबके साथ कितनी केयरफुल और गार्डेड रहती थी। किसने इमेजिन किया होगा कि आखिरकार सेरेना को बदलने वाला वही इंसान होगा जिसे उन्होंने शुरू में नीचा दिखाया था। मैं मिस क्लेयर, सेरेना, और मैं अंदर आए और उन्हें पुकारा। मिस क्लेयर ने सिर हिलाया। उन्होंने अपने सामने खड़े इस कपल को देखा जो किसी फेरी टेल की तरह लग रहे थे। उनकी नजरें कोमल थीं। तुम वापस आ गए? क्या तुम अब सीधे रिहर्सल के लिए जा रहे हो? हाँ, मैं काफी प्रेशर में हूँ। आखिर मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, इसलिए हम जितनी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होगा। इस तरह मैं कंपटीशन में खुद को बहुत बुरी तरह शर्मिंदा नहीं करूंगा। मैंने अपना सिर खुजलाया, थोड़ा झेपते हुए। मुझे अपनी आवाज पर कॉन्फिडेंस था। मैं बेसुरा नहीं होने वाला था। फॉरएवर हैव यू उस वक्त वायरल हुआ था तो आंशिक रूप से इसी वजह से, लेकिन प्रोफेशनल वोकल टेक्निक के मामले में मैं सच में एक ट्रेंड सिंगर के लेवल पर नहीं था। ये एक ऐसा फैक्ट था जिसे बदला नहीं जा सकता था। इस कंपटीशन में मैं शायद सेरेना को नीचे खींच लूं। मेरा मानना है कि चाहे तुम दोनों कैसा भी गाओ, सेरेना बहुत खुश होगी। तो क्या सेरेना का खुश होना ही सबसे जरूरी बात नहीं है? मिस क्लेयर की बातें सुनकर सेरेना का चेहरा थोड़ा गुलाबी हो गया। मेरा हाथ थामे हुए उसकी पकड़ भी थोड़ी और टाइट हो गई। मैं मुस्कुराया। वो इस लॉजिक से पूरी तरह सहमत था। वे तीनों एक साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में चले गए। सेरेना ने अपने बैग से मैन्युस्क्रिप्ट पेपर निकाला और उसे म्यूजिक स्टैंड पर रख दिया। मैं और सेरेना पूरी एकाग्रता के साथ सॉन्ग को स्टडी करने लगे। दोनों ही म्यूजिक को पूरी गंभीरता के साथ ले रहे थे। इस मामले में वे दोनों काफी हद तक एक जैसे थे। ये पहली बार था जब उन दोनों ने एक साथ कोई लव डुएट गाया था। सेरेना की आंखों में पूरे समय एक शानदार चमक थी। जेम्स रिवर्स के साथ लव डुएट गाना, ये फीलिंग वंडरफुल थी। सेरेना ने शीट म्यूजिक पर सॉन्ग का टाइटल देखा और फिर लिरिक्स पर नजर डाली। उसके दिल में अभी भी थोड़ी घबराहट थी। पेज पर लिखे शब्द वही थे जो वो हमेशा से मुझसे कहना चाहती थी। नदियों और समुद्रों के पार अपनी बाकी जिंदगी के लिए मेरे बाकी के सारे दिन तुम ही हो। और इस सॉन्ग का नाम था फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स। मुझे इस बात का एडवांटेज था कि मैं पहले से ही इस सॉन्ग से काफी वाकिफ था। इसलिए जब उन दोनों ने पहली बार रिहर्सल शुरू की तो मैं सेरेना की तुलना में काफी ज्यादा फ्लुएंट था। मैं उसे कुछ पार्ट्स में कोच भी कर सकता था, लेकिन प्रैक्टिस में आगे बढ़ते ही मुझे अपनी औकात पता चल गई। सिर्फ कुछ बार गाने के बाद ही सेरेना मुझसे काफी बेहतर गाने लगी थी, खासकर ब्रेथ कंट्रोल के ट्रांजिशंस और मेलोडी को हैंडल करने में। वो मुझसे काफी बड़े मार्जिन से आगे निकल गई थी। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ीं, सेरेना मुझे कोच करने लगी। पूरी दोपहर वे दोनों म्यूजिक की दुनिया में डूबे रहे। सेरेना के गाइडेंस की वजह से मैंने शुरुआत की तुलना में काफी इम्प्रूव किया था, लेकिन रिहर्सल करना ये सच में थका देने वाला काम था। 1 बजे से 5 बजे तक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे गले में आग लगने वाली है, और खासकर तब जब आपका कोई पसंदीदा सॉन्ग लगातार अनगिनत बार गाया जाए। कानों की थकान असली थी। मैंने हमदर्दी भरी नजरों से सेरेना की तरफ देखा। सिर्फ इसी बात से आप देख सकते थे कि सेरेना ने उन सभी गानों को इतना पॉलिश करने के लिए पहले कितनी मेहनत की होगी। वे हमेशा कहते हैं स्टेज पर 1 मिनट उसके पीछे 10 साल की मेहनत होती है, और ये वाकई इसमें कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं थी। आखिर में वो सेरेना ही थी जिसने मेरे चेहरे पर लिखी थकान को नोटिस किया और दिन की रिहर्सल को सबसे पहले रोकने के लिए कहा। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली।
वाकई इसके कंपैरिजन में एक फुल टाइम स्टे एट होम डैड होना काफी एफर्टलेस महसूस होता था। जैसे ही सेरेना, मिस क्लेयर और मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर निकले, मैंने सेरेना का हाथ थाम लिया और उसके कान के करीब झुक गया। मेरी वाइफ, तुम कितनी मेहनत करती हो। सेरेना की पलकें झपकी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि ये इतना मुश्किल था। उसने पहले प्रैक्टिस करते वक्त इससे कहीं ज्यादा मेहनत की थी। लेकिन मेरे मुंह से ये शब्द सुनकर उसके दिल को असाधारण मिठास महसूस हुई। तभी कोई और रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर निकला और हम तीनों उनके आमने सामने आ गए। मैंने ऊपर देखा। वो एक महिला थी जिसने शॉल ओढ़ रखी थी और वो पूरी तरह एलिगेंस की मूरत लग रही थी। उसके पीछे एक छोटी असिस्टेंट थी जिसका सिर झुका हुआ था और उसने चश्मा पहन रखा था। उस महिला ने बस हम तीनों पर एक नजर डाली, फिर एक हल्का सा हफ निकाला और हमारे पास से तेजी से निकल गई, पहले एलिवेटर की तरफ बढ़ते हुए। उसकी हील्स की आवाज फर्श पर जोर से क्लिक क्लिक कर रही थी। क्या अजीब चीज है, हम तीनों ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था। मुझे ऐसा लगा जैसे ये महिला कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। बस मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने उसे पहले कहाँ देखा है, और अब उसके इस एटीट्यूड ने मुझे पूरी तरह से ऑफ कर दिया था। मैं मिस क्लेयर की तरफ मुड़ा और पूछा, क्या उसे सेरेना से कोई इशू है? मिस क्लेयर ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, उस जगह की ओर देखा जहां वो महिला एलिवेटर के पास गायब हुई थी और एक मुस्कान दी। बात करने के लिए कोई इशू नहीं है। इस महिला का नाम लेना है। ये भी कंपनी की टॉप टियर आर्टिस्ट्स में से एक है। तुम दोनों एक दूसरे में इतने खोए रहते हो कि तुम्हारे पास इंडस्ट्री की किसी और चीज के लिए ध्यान ही नहीं बचता। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में पाई का हिस्सा इतना ही है जो सबको मिल सके। अब जब तुम दोनों हर दिन ट्रेंडिंग चार्ट्स पर राज कर रहे हो तो दूसरों को ट्रैफिक बहुत कम मिल रहा है। थोड़ा बहुत रिसेंटमेंट तो होना ही है। ये लेना, जब सेरेना ने कंपनी ज्वाइन की थी तब भी वो हमारी सेरेना के प्रति थोड़ा लुक डाउन एटीट्यूड रखती थी। अब तक वो लुक डाउन अब जलन जैसी किसी चीज में बदल चुका है। मिस क्लेयर की बातें सुनकर मुझे आखिरकार याद आ गया कि मैंने इस लेना नाम की महिला को पहले कहाँ देखा था, जब मैं टीवी देख रहा था। बीच में जो एड्स आते रहते थे वो उनमें थी। ये निश्चित रूप से माइंड में रखने वाली बात थी। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की पाई सिर्फ इतनी ही बड़ी थी। जितना ज्यादा हम लेंगे दूसरों को उतना ही कम मिलेगा। ये नेचुरल था कि इससे दुश्मनी बढ़ेगी, लेकिन इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता था। हर इंडस्ट्री एक जैसी थी। ताकतवर कामयाब होते हैं और कमजोर पीछे छूट जाते हैं। मैं निश्चित रूप से इसकी वजह से डर के मारे पीछे हटने वाला नहीं था। इसके अलावा मैंने यिंघा एंटरटेनमेंट को इसलिए चुना था क्योंकि यिंघा एंटरटेनमेंट स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्डिंग कैपेबिलिटीज वाले सिंगर्स को डेवलप करने में स्पेशलाइज्ड थी। दूसरी दो में से जेंगसी एंटरटेनमेंट अपने सिंगर्स के साथ थोड़ा रिलैक्स्ड अप्रोच रखती थी। हालांकि वे बिग थ्री में से एक थे। वे फिल्म और टेलीविजन पर फोकस करते थे। उनके एक्टर्स ज्यादा प्रोमिनेंट थे। जहां तक तीसरी वाली टीएनमे एंटरटेनमेंट, उसके बारे में कुछ भी अच्छा कहने को नहीं था। वो भी बिग थ्री में से एक थी, लेकिन सबकी साख सबसे खराब थी। सेरेना एक प्योर वोकलिस्ट थी। बिन्हाई एंटरटेनमेंट उस समय नेचुरली सबसे बेस्ट फिट थी। अगर यिंघाई एंटरटेनमेंट वाकई सेरेना को जगह देने में असमर्थ होती तो भी मेरे पास ऑप्शंस की कमी नहीं थी। आखिर हमेशा पीछे हटने के लिए शांत डेवलपमेंट वाला रास्ता तो था ही। जैसे जैसे नए सॉन्ग फिनाले का दूसरा राउंड करीब आ रहा था, इस कंपटीशन में पब्लिक का इंटरेस्ट और भी बढ़ता जा रहा था। पिछली बार का सेरेना का सॉन्ग जॉय अभी भी हर बड़े प्लेटफॉर्म के ट्रेंडिंग चार्ट्स पर प्रमुखता से जमा हुआ था, नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसका कारण सिर्फ हाई जनरल क्लिक रेट्स नहीं थे, ये उन इन्फ्लुएंसर्स की लहर की बदौलत भी था जो इसे कवर करने के लिए दौड़ रहे थे, खासकर कई ऑडियो स्ट्रीमिंग लाइव चैनल्स पर। जॉय ऐसा लग रहा था जैसे किसी स्ट्रीमर की वोकल एबिलिटी को मापने का एक स्टैंडर्ड बन गया हो। लेकिन चाहे कितने भी इन्फ्लुएंसर्स ने उस सॉन्ग को कवर किया हो, नेटिजन्स लगातार इस बात पर सहमत थे कि सबसे ब्यूटीफुल घोस्ट ब्राइड सेरेना की थी और किसी और की नहीं। इस सॉन्ग में कोई भी सेरेना को पीछे नहीं छोड़ सकता था। किसी ने तो इस न्यू सॉन्ग सीजन के गानों को पिछले सीजन के गानों से कंपेयर करने के लिए भी निकाला था। वे जिस निष्कर्ष पर पहुंचे वो ये था कि बस कोई कंपैरिजन ही नहीं था। न्यू सॉन्ग के इस सीजन में न केवल सेरेना बल्कि जो गाने परफॉर्म किए गए थे उनकी क्वालिटी पिछले सीजन की तुलना में काफी हाई थी। यहाँ तक कि दूसरे आर्टिस्ट्स ने भी कंपैरिजन में बहुत खराब न दिखने के लिए पहले की तुलना में कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग गाने पेश किए थे। इसलिए ऑनलाइन एक और पोस्ट दिखाई दी जिसमें मेरे द्वारा लिखे गए कई हिडन जेम गानों को कैटलॉग किया गया था और ये अनाउंस किया गया था कि चाइनीज म्यूजिक सीन में थ्रोवे पॉप का एरा अब खत्म हो रहा है। पोस्ट में फॉरएवर हैव यू से शुरू होकर एक टाइमलाइन दिखाई गई थी, फिर द विंड राइजेज और अंत में जॉय तक, जिसमें विस्तार से बताया गया था कि इनमें से प्रत्येक गाना कैसे आया और उन्होंने कौन से रिकॉर्ड्स तोड़े थे। यहाँ तक कि इन गानों के ऑफिशियल एल्बम्स अभी हैनन के प्लेटफॉर्म पर नहीं आए थे। उनके प्ले काउंट्स और क्लिक नंबर्स खुद ही सब बयां कर रहे थे। पोस्टर की फाइनल समरी एक सेंटेंस की थी, मेरी बात याद रखना, जिस पल सेरेना का डेब्यू एल्बम ड्रॉप होगा उसका हर एक गाना हाइन के न्यू रिलीज चार्ट पर अपनी जगह बना लेगा। यहाँ तक कि गोल्डन मेलोडी अवार्ड भी नामुमकिन नहीं था।
जिस पल ये पोस्ट दिखाई दी उसने तुरंत भारी संख्या में पॉजिटिव रिस्पॉन्स अट्रैक्ट किए। हर कोई फिनाले के दूसरे राउंड के लिए और भी ज्यादा एंटिसिपेशन महसूस किए बिना नहीं रह सका। आखिर इस बार जेम्स रिवर्स सेरेना के लिए किस तरह का गाना लिखेगा। और ध्यान देने वाली बात ये थी कि इस राउंड में कंटेस्टेंट्स को गेस्ट परफॉर्मर्स को इनवाइट करने की इजाजत थी। बहुत से लोग इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि सेरेना किसे इनवाइट करेगी। ज्यादातर लोगों का मानना था कि सेरेना निश्चित रूप से किसी वेटरन सिंगर को इनवाइट करेगी, क्योंकि ये वो कंपटीशन था जो ये तय करेगा कि क्राउन कौन ले जाएगा। और जेम्स रिवर्स आखिरकार कोई सिंगर नहीं था। एस्टेब्लिश्ड वेटरन आर्टिस्ट्स की तुलना में वो अनिवार्य रूप से कम ही रहेगा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, आखिरकार जो लोग इस बात की गहराई समझते थे वे जानते थे कि पैसे की खातिर चीजें कितनी धुंधली हो सकती हैं। यहाँ तक कि सबसे परफेक्ट कपल भी अपने फायदों की खातिर झुक सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, खासकर मेरे और सेरेना के फैंस, जो अपने दिल में दबी हुई उम्मीद लगाए बैठे थे कि सेरेना मुझे ही इनवाइट करेगी। आखिरकार जब से वे दोनों पब्लिक की नजर में आए थे, उन्होंने जो कुछ भी दिखाया था उसमें एक इंसान दूसरे के बारे में ही सोच रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में ऐसा भी एक कपल हो सकता है जो लहरों के खिलाफ तैर सके, ताकि इस धुंधली इंडस्ट्री को एक साफ सुथरा कोना मिल सके। बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में मुझे और सेरेना को कोई अंदाजा नहीं था। उस दौरान हर दिन हम सुबह जल्दी निकलते और देर से वापस आते, पूरी लगन के साथ सॉन्ग की रिहर्सल करते। सेरेना की कोचिंग की बदौलत मेरी वोकल टेक्निक तेजी से सुधर रही थी। 7 सितंबर को न्यू सॉन्ग फिनाले का दूसरा राउंड ऑफिशियली शुरू हुआ। अब तक ऑडियंस को ये नहीं पता था कि सेरेना और माँ अन्यून ने अपने गेस्ट परफॉर्मर्स के तौर पर किसे इनवाइट किया है। सस्पेंस बनाए रखने के लिए प्रोडक्शन टीम ने इस मामले में एक भी जानकारी लीक नहीं होने दी थी। सिटी स्टेडियम में कंपटीशन वेन्यू के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। लाइव ऑडियंस के अलावा वहां अलग अलग कंपनियों के रिपोर्टर्स भी थे, जिनकी संख्या पिछले किसी भी एपिसोड से कहीं ज्यादा थी। न्यू सॉन्ग फिनाले का दूसरा राउंड, एक ऐसा राउंड जो ये तय कर सकता था कि चैंपियनशिप कौन जीतेगा। और ये एपिसोड एक रोमांटिक डुएट था जिसमें गेस्ट परफॉर्मर की चॉइस को लेकर पिछले कई दिनों से ऑनलाइन काफी चर्चा हो रही थी। कई लोग अंदाजा लगा रहे थे कि क्या दो बड़े एंटरटेनमेंट जायंट्स इस राउंड के लिए अपने सबसे बड़े म्यूजिकल नामों को उतारेंगे। आखिरकार पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर न्यू सॉन्ग चैंपियनशिप जीतना असल में आर्टिस्ट के फर्स्ट ईयर में जगह बनाने का एक टिकट था। रहस्य बनाए रखने के लिए रेंचा ने इकट्ठा हुए रिपोर्टर्स के लिए एक्सक्लूसिव प्री शो इंटरव्यू स्लॉट्स का इंतजाम किया था। स्टेडियम के दरवाजों के बाहर प्रोडक्शन टीम द्वारा पहले से तय किए गए गेस्ट परफॉर्मर्स चुपचाप बैकस्टेज एरिया में जा चुके थे। रिपोर्टर्स के इंटरव्यू के लिए सिर्फ सेरेना और माँ अन्यून ही बची थीं, जो फिनाले की जानी मानी कंटेस्टेंट्स थीं। शाम के 7 बजे मिस क्लेयर के साथ सेरेना एंट्रेंस पर दिखाई दी। जैसे ही वे वहां पहुंचे, भीड़ की तरफ से चीयर्स की लहर दौड़ गई। कुछ ही देर में माँ अन्यून और उसकी असिस्टेंट भी एंट्रेंस पर दिखाई दी, जिनका स्वागत फिर से चीयर्स के साथ हुआ। कमबैक के बाद सेरेना का ये पहला फॉर्मल इंटरव्यू था। रिपोर्टर्स की आंखों में एक भूखे भेड़िए जैसी चमक थी। वे उसे घेरने के लिए आगे बढ़े। हर कोई सबसे पहले बेस्ट मटेरियल हासिल करने की होड़ में था। मिस सेरेना, आज के लिए आपने किस गेस्ट परफॉर्मर को इनवाइट किया है? जब हम परफॉर्म करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। सेरेना ने अपना सिर हिलाया और मजाक में जवाब दिया। वो कुदरती तौर पर बताने वाली नहीं थी। प्रोडक्शन टीम ने इस बारे में बिल्कुल साफ निर्देश दिए थे। फिर मिस सेरेना, क्या आप हमें बता सकती हैं कि जेम्स रिवर्स के साथ आपकी रोजाना की जिंदगी कैसी है? जरूर, वो वाली। मैं इसका जवाब दे सकती हूँ। सेरेना के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई। यह किसी भी दूसरे कपल की तरह ही है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। सवाल पूछने वाला रिपोर्टर हक्का बक्का रह गया। इस जवाब और बिना किसी जवाब के बीच क्या फर्क था? उसने तुरंत अपना माइक्रोफोन माँ अन्यून की तरफ घुमा दिया। कंटेस्टेंट माँ अन्यून, आप पिछला राउंड हार गई थीं। क्या आप इस बार चीजों को पलटने के लिए कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हैं? माँ अन्यून ने अपने बगल में खड़ी सेरेना की ओर देखा और मुस्कुराई। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। सेरेना एक बहुत ही काबिल ओपोनेंट है। उसके जैसे किसी के साथ कंप्लीट करने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। रिपोर्टर एक बार फिर शब्दों के लिए लाचार हो गया। ठीक है। इन दोनों ने साफ तौर पर अपने बिना जवाब वाले जवाबों की साथ में रिहर्सल की थी। दोनों सवालों का न पूछा जाना ही बेहतर होता। उसी पल एक दूसरे रिपोर्टर ने आवाज दी। मिस सेरेना, ऑनलाइन चल रहे इस हॉट टॉपिक के बारे में आप क्या सोचती हैं कि जेम्स रिवर्स ने चाइनीज म्यूजिक सीन के पूरे स्टैंडर्ड को ऊंचा उठा दिया है? सेरेना की पलकें झपकी और उसने पूरी गंभीरता के साथ जवाब दिया। मुझे नहीं पता कि दूसरे क्या कहते हैं, लेकिन मेरे दिल में जेम्स रिवर्स अब तक का सबसे बेस्ट सॉन्ग राइटर है। ये बात पक्का वायरल होने वाली थी। जिस रिपोर्टर ने सवाल पूछा था उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सेरेना की ओर से ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट था। भले ही उसने मेरे दिल में कहा था, लेकिन ये बिना किसी शक के दुनिया को बता रहा था कि वो सबसे बेस्ट सॉन्ग राइटर है। कुछ और रिपोर्टर्स ने कुछ और सवाल पूछे। उसके बाद सेरेना और माँ अन्यून ने अंदाजा लगाया कि अब समय हो गया है, कुछ कैजुअल जवाब दिए और स्टेडियम के अंदर चली गईं।
रिपोर्टर्स जल्दी से इधर उधर बिखर गए जैसे ही वे अंदर गईं। आज के इंटरव्यू के कंटेंट को लेकर वे संतुष्ट भी थे और उन्हें पछतावा भी था। संतुष्ट इसलिए क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा मटेरियल इकट्ठा कर लिया था, और पछतावा इसलिए क्योंकि उन्हें अभी भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वेन्यू पर दोनों कंटेस्टेंट्स के गेस्ट परफॉर्मर कौन थे। इस समय ऑडियंस भी एक एक करके अंदर आ रही थी। कुछ ही देर में वेन्यू की हर सीट भर गई। जैसे ही स्टेडियम के दरवाजे बंद हुए, एरिना के ऊपर एक शानदार सितारों भरा आसमान उभर आया। स्टारलाइट धीरे धीरे स्टेज पे गिरने लगी। न्यू सॉन्ग का ओपनिंग नंबर गूंज उठा और पूरे वेन्यू को भर दिया। फिनाले का दूसरा राउंड ऑफिशियली शुरू हो गया। बाहर ऑडियंस की नर्वस एक्साइटमेंट के उलट इस पल बैकस्टेज पूरी तरह शांत था। सेरेना और माँ अन्यून, दो बेहद खूबसूरत महिलाएं, करीबी दोस्तों की तरह चुपचाप बातें कर रही थीं। वे जो कुछ भी बात कर रही थीं, उनकी आंखें बीच बीच में मेरी तरफ मुड़ जाती थीं और उनके चेहरों पर छोटी सी मुस्कान आ जाती थी। और मैं करीब 40 साल के एक आदमी से बात कर रहा था। ये आदमी लेजेंडरी वेटरन किंग लू था। जिस पल मेरी नजर उन पर पड़ी, मुझे अंदर से कड़वाहट भरी हंसी महसूस हुई। ये मेरा पहला कंपटीशन था और वे असल में सामने वाले की तरफ से इस जीते जागते लेजेंड को ले आए थे। वे निश्चित रूप से मुझे कम नहीं आंक रहे थे। भले ही किंग लू अब अपने पीक पर नहीं थे, लेकिन वो ओरिजिनल 4 हेवनली किंग्स में से एक थे। ये फैक्ट कि फैंस अभी भी उन्हें किंग कहकर पुकारते थे, उनकी एबिलिटी और इन्फ्लुएंस के बारे में सब कुछ कह देता था। खासकर जब बात फैंस की लॉयल्टी हासिल करने की हो, उनके पास वहाँ एक बेमिसाल एडवांटेज था। और अभी किंग लू का मेरे बारे में जो इम्प्रेशन था वो काफी पॉजिटिव भी था। जब मैंने फॉरएवर हैव यू लिखा था तो उन्होंने इस पर गौर किया था। वो गाना किंग लू को अभी मौजूद हर चीज में सबसे ज्यादा पसंद आया था, खासकर उस गाने की मेलोडी और लिरिक्स। उन्हें ऐसा लगा था कि यह गाना केवल उनकी अपनी पीढ़ी के किसी व्यक्ति द्वारा ही लिखा जा सकता था। हकीकत में यह गाना मेरे द्वारा बनाया गया था, जो उनसे काफी छोटा था। ये सोचकर किंग लू को हैरानी महसूस हुए बिना नहीं रही। उन्होंने मेरे सामने खड़े होकर शांत और सलीके से मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि युवा पीढ़ी से तुम्हारे जैसा कोई मॉन्स्टर निकल कर आएगा। ईमानदारी से कहूँ तो हम जैसे पुरानी पीढ़ी के लोगों के पीछे हटने के बाद आजकल की एंटरटेनमेंट दुनिया को समझना वाकई मुश्किल है। नई पीढ़ी जो गाने निकालती है, मैं उन्हें सुन ही नहीं पाता था। जब तक मैंने तुम्हारा फॉरएवर हैव यू नहीं सुना, तब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि युवाओं में अभी भी वाकई प्रभावशाली टैलेंट मौजूद है। इस बार उनसे मिलकर मैंने अपना सिर खुजलाया। मैंने ये भी पाया कि इस किंग का स्वभाव वाकई वार्म था और वे बिना किसी घमंड के पेश आ रहे थे, उन अभिमानी मशहूर हस्तियों से कहीं बेहतर जिनसे मैं पहले मिल चुका था। किंग लू, आप बहुत दयालु हैं। आप मेरे सीनियर हैं। अभी बहुत कुछ है जो मुझे सीखने की जरूरत है। मैं इसके बारे में वाकई विनम्र था। इस तरह के किंग सम्मान के हकदार थे। हाँ, श्याओयांग, नौजवान, बहुत ज्यादा शालीन होना भी अच्छा नहीं है। काबिलियत तो काबिलियत होती है। तुम्हारी उम्र में मैं गुमनामी में संघर्ष करने वाला एक मामूली इंसान था। किंग लू की हंसी ने दूसरी तरफ की दोनों लीडिंग लेडीज का ध्यान खींचा। माँ अन्यून की आंखें पल भर के लिए झपकीं। किंग लू के साथ काम करने का यह उसका भी पहला अनुभव था, लेकिन जब वो किंग लू से बात कर रही थी तो उसने स्पष्ट रूप से एक अजीब सी झिझक महसूस की थी। और फिर भी सामने वाला आदमी अभी एक किंग के साथ आसानी से हंस हंस कर बातें कर रहा था। ये काबिलियत और पर्सनल मैग्नेटिज्म दोनों था। ये आदमी वाकई कमाल का था। माँ अन्यून ने अपनी नजर हटाई और अपने बगल में सेरेना की ओर देखा। उसने पाया कि सेरेना मुझे कोमलता भरी आंखों से देख रही थी। उस पल में माँ अन्यून को वाकई जलन महसूस हुई। स्टेज पर होस्ट शेनुआ पहले ही एंट्री कर चुकी थी। उसने हमेशा की तरह इस राउंड की दोनों कंटेस्टेंट्स सेरेना और माँ अन्यून का इंट्रोडक्शन कराया। फिर जजों के पैनल को उनकी सीटों पर बैठने के लिए इनवाइट किया। तभी वो वाकई प्रतीक्षित पल आया, कंटेस्टेंट्स का स्टेज पर आना। स्टाफ के सिग्नल पर माँ अन्यून और सेरेना रोशनी में चलते हुए धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ीं। उन दोनों ने मैचिंग लॉन्ग गाउन पहने हुए थे, जिन्हें प्रोडक्शन टीम ने पहले से डिजाइन किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि सेरेना का गाउन व्हाइट था, जिसके चेस्ट पर एक छोटा गोल्डन रोज था, जबकि माँ अन्यून का गाउन गोल्डन था, जिसके चेस्ट पर एक छोटा व्हाइट रोज था। एक बगल की लड़की जैसी लग रही थी, सिंपल और दिलकश, तो दूसरी एक रॉयल प्रिंसेस की तरह गरिमापूर्ण और भव्य। साथ साथ खड़ी उन दोनों ने एक पहली नजर में एक अनोखी और खूबसूरत तस्वीर पेश की। लेकिन आप उन्हें जितनी देर तक देखते, उतना ही वे एक ही मंजिल की ओर ले जाने वाले अलग अलग रास्तों की तरह लगती, हर कोई अपने दायरे में सुंदरता की मिसाल। जैसे ही दोनों ने स्टेज पर कदम रखा, तुरंत आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उनके बगल में खड़ी चेनशुआ ने एक बार फिर भावनाओं की लहर महसूस की। इन दोनों ने उन पर जो दबाव बनाया था वो वाकई बहुत ज्यादा था। स्टेज पर हमारी दो कॉम्पिटिटिंग कंटेस्टेंट्स का स्वागत है। इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आज के गेस्ट परफॉर्मर्स का स्वागत करते हैं। सबसे पहले माँ अन्यून के गेस्ट परफॉर्मर किंग लू का स्टेज पर स्वागत है।
इस राउंड में माँ अन्यून सबसे पहले परफॉर्म करेंगी। जिस पहले गेस्ट परफॉर्मर के चेहरे से पर्दा उठा वे माँ अन्यून के गेस्ट किंग लो थे। सरीना के गेस्ट परफॉर्मर अभी भी एक मिस्ट्री बने रहे। ऑडियंस को तभी पता चलेगा जब वो परफॉर्म करेंगी। इस बात पर ऑडियंस अपने मन ही मन प्रोडक्शन टीम को कोस रही थी। वे चीजें छिपाने में वाकई माहिर थे, लेकिन इसने शो के उनके आनंद को बिल्कुल प्रभावित नहीं किया। जब चेन शुआ ने अनाउंस किया कि माँ अन्यून के गेस्ट परफॉर्मर किंग लो हैं, तो ऑडियंस का एक बड़ा हिस्सा दंग रह गया। वे किंग लो थे, उनकी जवानी के आइडल। काफी सारे ऑडियंस मेंबर्स एक्साइटमेंट से खुद पर काबू नहीं रख पा रहे थे। उन्होंने अपने फोन उठाए और परिवार और दोस्तों को मैसेज भेजने लगे, जल्दी देखो, किंग लो न्यू सॉन्ग पर आए हैं। इसने उन लोगों की भी एक लहर ला दी जिन्होंने पहले कभी न्यू सॉन्ग पर ध्यान नहीं दिया था। वे सब इसे देखने के लिए उमड़ पड़े। एक पल के लिए लाइव स्ट्रीम का कमेंट सेक्शन पूरी तरह भर गया। 30 की उम्र वाली मिडिल एज आर्मी ड्यूटी पर रिपोर्ट कर रही है। किंग लू अनबीटेबल हैं। उम्मीद नहीं थी कि किंग लू यहाँ आएंगे। अब माँ अन्यून के बारे में क्या ही कह सकते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता कि किंग लू कौन है। ये कौन है? ऊपर वाले कमेंट को देखकर ही पता चल रहा है कि वो माइनर है। तुम्हें किंग लू नहीं पता? मुझे भी नहीं पता। क्या वे इतने फेमस हैं? मैं सिर्फ सरीना और जेम्स रिवर्स को जानता हूँ। वे उन्हें लिटरली किंग बुलाते हैं। क्या तुम्हें वाकई पूछने की जरूरत है कि वे फेमस हैं या नहीं? हमारी जनरेशन बस बड़ी हुई है, हम मरे नहीं हैं। सपोर्ट किंग लू, सपोर्ट माँ अन्यून। ये एक किंग की पावर है। उनके फैंस, हालांकि उनमें से ज्यादातर ने रोजमर्रा की जिंदगी के साथ समझौता कर लिया है, लेकिन जिस पल किंग सामने आते हैं उनकी जवानी की यादें ताजा हो जाती हैं। स्टेज पर सेरेना और होस्ट बैकस्टेज एरिया में चले गए और स्पॉटलाइट के नीचे स्टेज माँ अन्यून के हवाले कर दिया। किंग लू धीरे धीरे स्टेज के पीछे से बाहर आए। उन्होंने लाइव ऑडियंस की तरफ गर्मजोशी से हाथ हिलाया। 40 साल से ज्यादा की उम्र में भी उन्होंने खुद को बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया था और उनमें एक मैच्योर करिश्मा साफ झलक रहा था। इसने नीचे बैठे काफी ऑडियंस मेंबर्स को दीवाना कर दिया, जो अपनी ग्लो स्टिक्स को पूरे उत्साह के साथ हिला रहे थे। इस वेटरन किंग का स्वागत करने के लिए उसी पल म्यूजिक भी बजने लगा। अंधेरे स्टेज के ऊपर म्यूजिक की कोमल धुनों के साथ स्टारलाइट की बूंदें बरसने लगीं और एक फैला हुआ स्टारफील्ड सा बन गया। पीछे की बड़ी स्क्रीन पर उनके द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले सॉन्ग का टाइटल धीरे धीरे दिखाई दिया, होल्डिंग यू, तुम्हें थामे हुए। सितारों के नीचे जैसे ही स्टारफील्ड उभरा, अपने ब्लैक सूट में किंग लू ने धीरे से गाना शुरू किया। उनकी आवाज में वक्त के साथ आई एक मैच्योरिटी थी, लेकिन उस अनुभव के साथ एक अलग ही फ्लेवर था जो पूरी तरह से दिल जीत लेने वाला था। ऑडियंस ने एक एक करके अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी एकाग्रता के साथ सुनने लगे। जब एक वर्स खत्म हुआ तो किंग लो ने अपनी नजर माँ अन्यून की तरफ घुमाई और म्यूजिक की तैरती धुनों के बीच माँ अन्यून ने किंग लो की नजरों से नजरें मिलाईं और अपना माइक्रोफोन उठाया। उसने धीरे से अपना मुंह खोला। उसकी आवाज चांदी की घंटियों की तरह साफ और स्पष्ट थी, जो हर किसी के कानों में रस घोल रही थी। खूबसूरत। इस गाने ने अपनी शुरुआत से ही ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके डुएट ने सफलतापूर्वक ऑडियंस को सितारों से भरे आसमान के नीचे पहुंचा दिया, जहां एक कपल एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाए हुए था। सितारों से सजे स्टेज के ऊपर स्टारलाइट की बूंदों से बनी नई आकृतियां धीरे धीरे एक एक करके दिखाई देने लगीं। म्यूजिक के साथ मिलकर इसने ऑडियंस के दिलों को अनचाहे ही उस एहसास की याद दिला दी जब उन्हें उनके किसी प्रियजन ने गले लगाया था। चाहे वेन्यू में मौजूद लाइव ऑडियंस हो या लाइव स्ट्रीम देखने वाले व्यूअर्स, हर कोई उस पल प्यार के समंदर में खो गया था। यहाँ तक कि बैकस्टेज मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी और धीरे धीरे गाने का आनंद ले रहा था। आखिर ये एक किंग थे। उन्होंने इस गाने की हर बारीकी को पूरी तरह से निखारा था। प्योर वोकल क्राफ्ट के मामले में मैं वाकई उनके आगे विनम्र था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नर्वस भी नहीं था। मुझे विश्वास था कि मेरा गाना भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। सरीना ने भी अपने दिल में वैसा ही महसूस किया। जब तक मैं उसके साथ परफॉर्म कर रहा था, वो किसी से नहीं डरेगी, यहाँ तक कि एक किंग से भी नहीं। माँ अन्यून और किंग लू के डुएट होल्डिंग यू बीनीथ द स्टार्स ने ऑडियंस की आत्माओं की गहराई में छिपे प्यार को पूरी तरह से जगा दिया था। वेन्यू में मौजूद कपल्स आसमान में बने उन सितारों वाले पैटर्न्स के नीचे एक एक करके एक दूसरे की बाहों में सिमट गए, जबकि सिंगल लोग केवल ईर्ष्या और चाहत के साथ देख सकते थे और सांत्वना के लिए अपने बगल में बैठे दोस्त के गले लग रहे थे। ये कोई लव डुएट कंपटीशन नहीं है, ये तो व्यावहारिक रूप से सिंगल लोगों को सजा देने जैसा है। जब तक हवा में टिमटिमाती स्टारलाइट आखिरकार फीकी नहीं पड़ गई और म्यूजिक खत्म नहीं हुआ, तब तक यही माहौल रहा। किंग लो और माँ अन्यून ने ऑडियंस के सामने गहरा झुककर अभिवादन किया और फिर उनकी आकृतियां धीरे धीरे अंधेरे में ओझल हो गईं और वे स्टेज से नीचे उतर गए। दोनों परफॉर्मर्स के जाने के बाद भी नीचे ग्लो स्टिक्स अभी भी एकदम तालमेल में लहरा रही थीं। मैंने किंग लू को अपनी ओर आते देखा और मन में प्रशंसा की एक गहरी लहर महसूस की। ये एक किंग की काबिलियत थी, ये एक किंग का इन्फ्लुएंस था।
जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था तो मैंने मान लिया था कि यहाँ का म्यूजिक कुछ खास नहीं है। अब मैं समझ गया था, वो ओरिजिनल ओनर का नजरिया था जो बहुत सीमित था। पुरानी जनरेशन के आर्टिस्ट्स ने जिस म्यूजिक सीन पर कब्जा किया था वो आज के समय से बिल्कुल अलग था। जैसा कि उन मिडिल एज फैन आर्मीज ने कहा था, वे सिर्फ बड़े हुए थे, मरे नहीं थे। पुरानी पीढ़ी के आर्टिस्ट्स के स्पॉटलाइट से पीछे हटने के बाद वे बस अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे। लेकिन जब ये लोग फिर से सामने आए तो वे फैन आर्मीज भी उनके साथ ही उभर कर आ गईं। पुरानी पीढ़ी के ये आर्टिस्ट्स वाकई तारीफ के काबिल थे। इस वक्त लाइव स्ट्रीम का कमेंट सेक्शन भी पागलों की तरह भर रहा था। किंग लू की एंट्री ने कई व्यूअर्स की आंखों में आंसू ला दिए थे और जिस सहजता से उन्होंने इस गाने को निभाया वो एक किंग की काबिलियत का सबूत था। बहुत समय बाद मिले किंग लू और फिर से अलविदा किंग लू। इस गाने के बाद मैं वापस अपनी असली जिंदगी की मुश्किलों से निपटने जा रहा हूँ। क्या किसी ने नोटिस किया? जेम्स रिवर्स और पुरानी पीढ़ी के आर्टिस्ट्स किसी तरह एक जैसे लगते हैं। उनके बनाए गाने बस बहुत अच्छे होते हैं। यही विरासत है। चीन हमेशा ऐसा ही होता है। जब भी कोई फील्ड अपने सबसे निचले स्तर पर होती है तो हमेशा कोई न कोई आगे आता है। जेम्स रिवर्स बिल्कुल वैसा ही है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं भी अपनी उम्र के बीच के पड़ाव में हूँ। इंडस्ट्री से पहले जो गाने आ रहे थे वे आखिर क्या थे? जब तक जेम्स रिवर्स नहीं आया मैंने फिर से म्यूजिक सुनना शुरू नहीं किया था। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि सेरेना का गेस्ट परफॉर्मर कौन है। सस्पेंस मुझे मार रहा है। मुझे वाकई उम्मीद है कि वो जेम्स रिवर्स ही होगा। नामुमकिन वो नहीं होगा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की समझ रखने वाले जानते हैं माँ अनयून किंग लू को लेकर आई है। सेरेना भी पीछे नहीं रहेगी। नामुमकिन क्यों है? मेरा सच में मानना है कि सेरेना और जेम्स रिवर्स बाकी सबसे अलग हैं। बहस करने के लिए क्या बचा है? बस देखो और तुम्हें पता चल जाएगा कितने जिद्दी लोग हैं। शुरू हो रहा है। जब ऑनलाइन बहस अभी भी जोरों पर थी, सेरेना की आकृति स्टेज पर दिखाई दी। उसका व्हाइट गाउन, सीने पर वो छोटा सा गोल्डन फूल और उसके चेहरे पर छाई शुद्ध खुशी की चमक ने ऑडियंस को पल भर के लिए दंग कर दिया। खुशी का वो एक्सप्रेशन, वो कुछ ऐसा था जो उन्होंने अभी माँ अन्यून के चेहरे पर नहीं देखा था। यह एक ऐसा एक्सप्रेशन था जिसे केवल वही पहन सकता है जो सच में प्यार में हो। जब माँ अन्यून और किंग लो ने अपना डुएट गाया, भले ही उन्होंने खूबसूरती से परफॉर्म किया, लेकिन वे आंखें जो केवल प्रेमियों की होती हैं उनके पास नहीं थीं। वे आखिरकार एक कपल नहीं थे। जाहिर है वे असली प्रेमियों की तरह सहज नहीं हो सकते थे। लेकिन सेरेना अलग थी। उसकी आंखों में इस वक्त जो चमक थी वो बिना किसी शक के वही थी जो केवल प्यार में डूबी एक महिला की हो सकती है। सेरेना को इस तरह देखकर काफी सारे ऑडियंस मेंबर्स के दिलों में एक हलचल महसूस हुई। क्या ये सच में जेम्स रिवर्स हो सकता है? स्टेज की लाइटिंग धीरे धीरे बदली और वार्म जेंटल लाइट्स अचानक दिखाई देने लगीं। लाइट्स के साथ ऊपर से गुलाबी गुलाब की पंखुड़ियां एक कोमल बौछार की तरह गिरने लगीं और फिर पीछे की बड़ी स्क्रीन पर सॉन्ग का टाइटल दिखाई दिया, फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स। लिरिक्स, कंपोजिशन और अरेंजमेंट अभी भी पूरी तरह से मेरे ही थे, लेकिन जब ऑडियंस ने परफॉर्म्ड बाय के नीचे लिखे नाम देखे तो उनके दिलों को एक तेज झटका लगा और फिर वे संतुष्टि के एक जबरदस्त एहसास से भर गए। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स जो पल भर के लिए थमे थे अचानक फिर से उमड़ पड़े। मुझे पता था वे सच में अलग हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं उन्हें फॉलो करता हूँ। वे सच में बाकी सब जैसे नहीं हैं। अपनी आंखें खोलो और देखो। परफॉर्म्ड बाय जेम्स रिवर्स एंड सेरेना। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में ताजी हवा का एक झोंका। भाइयों, मैं तो गया। बस एक नाम और मैं तो अभी से ही कायल हूँ। ये सेरेना है। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के धुंधला होने की बातें अब पुरानी हुई। साफ है कि वो यहाँ लागू नहीं होती। एक रोमांटिक डुएट के लिए जाहिर है कि आपको एक असली कपल की जरूरत होती है। सेरेना और जेम्स, उन्होंने वाकई मुझे निराश नहीं किया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या उसे हारने का डर नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जेम्स रिवर्स को नीचा दिखाने की? यकीनन उसने पहले गलतियां की थीं, लेकिन वो सच में बदल गया है और उसके नाम में अब वजन है। चाहे ऑडियंस जैसा भी रिएक्ट कर रही थी, उस पल में सेरेना बस कोमल आंखों के साथ मुड़ी और लगातार बैकस्टेज एंट्रेंस की तरफ देखने लगी। वहां से एक जाना पहचाना चेहरा धीरे धीरे बाहर आ रहा था। उसी पल सॉफ्ट म्यूजिक भी गूंजने लगा। लाइट्स की वार्म चमक में मैं ब्लैक सूट में बाहर आया। मेरे सीने पर भी एक छोटा गोल्डन रोज था। मैं गहरी वफादारी के एहसास के साथ सेरेना की ओर बढ़ रहा था। वेन्यू में मौजूद ऑडियंस और लाइव स्ट्रीम देख रहे सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। वे पहली बार मुझे इस तरह देख रहे थे, फॉर्मल कपड़ों में और इतनी साफ स्पष्ट डिटेल के साथ। ये बंदा फॉर्मल कपड़ों में वाकई काफी हैंडसम लग रहा था। इंट्रो धीरे धीरे फीका पड़ा और गुलाब की पंखुड़ियों की बौछार के बीच मैंने अपने हाथ में माइक्रोफोन उठाया और धीरे से गाया। तुम्हारी जिंदगी की सर्द जगहों में मैं तुम्हारा वार्म सन बनूंगा। दुनिया शोर और लोगों से भरी है। तुम हमेशा बहुत भोली हो। हमारी बाकी की जिंदगी के लिए
जब तक मैं यहाँ पहुंचा, मैं धीरे धीरे चलकर सेरीना के सामने खड़ा हो चुका था। मैंने माइक्रोफोन नीचे किया और वार्म स्माइल के साथ सेरीना को देखा। हाथ बढ़ाकर धीरे से उसकी नाक पर उंगली से टैप किया। सिंगल लोग तो पूरी तरह खत्म थे। एग्जीक्यूशन। एक राउंड काफी नहीं था तो यहाँ दूसरा आ गया। जिन ऑडियंस मेंबर्स की गर्लफ्रेंड या पत्नियां थीं, उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने बगल में बैठे इंसान को देखा। मेरे इशारे की नकल करते हुए अपने पार्टनर की नाक की नोक को धीरे से टैप किया। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ एक समझदारी भरी खुशहाल मुस्कान शेयर की। सिंगल लोग जिनका कोई नहीं था, वे केवल अपने बगल में बैठे अपने हट्टे कट्टे दोस्त को ही देख सकते थे। ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वे रोना चाहते हैं पर रो नहीं सकते। कोई रास्ता नहीं था कि वे उस जेस्चर को कॉपी कर सकें। सेरीना का चेहरा कोमल गुलाबी रंग में बदल गया। उसने अपना सिर पीछे झुकाया। मुझे देखते हुए उसकी आंखों में मेरे सिवा कुछ नहीं था। उसने अपनी बारी में माइक्रोफोन उठाया और उसकी कोमल आवाज फिर से गूंज उठी। चारों ओर रोशनी की किरणें चमक रही थीं और गुलाब की पंखुड़ियों की गुलाबी बौछार के बीच स्टारलाइट बिखर गई और एक बार फिर ऊपर उठी। स्टारलाइट की बूंदें सेरीना पर गिरी। उसके कॉलर बोन पर एक कोमल झिलमिलाती चमक के साथ उतरी जो नजाकत से टिमटिमा रही थी। इतनी सुंदर कि मेरी नजरें पूरी तरह से कोमलता में पिघल गईं। जैसे ही सेरीना की साफ कोमल आवाज गूंजी, ऑडियंस उसमें पूरी तरह खो गई। न केवल ऑडियंस बल्कि जज भी और साथ ही बैकस्टेज मौजूद माँ अन्यून और किंग लो की आंखों में भी एक सॉफ्ट लाइट चमक उठी। उनके चेहरों पर वार्म स्माइल थी। आखिरकार प्रोफेशनल्स तो प्रोफेशनल्स ही थे। जब मैं गा रहा था तो लोगों ने मेरी आंखों की कोमलता और स्टेज के एटमॉस्फेयर पर ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन जैसे ही सेरीना ने अपना मुंह खोला, लोग तुरंत गाने की गहराई में खिंचते चले गए। पूरी ऑडियंस ने इस आवाज को अपने शरीर में दौड़ती एक झंझनाहट की तरह महसूस किया, जिससे खुद को फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ की खूबसूरत दुनिया में डूबने से रोकना नामुमकिन हो गया। अगर ये कहा जाए कि किंग लो और माँ अन्यून ने वर्तमान के प्यार के बारे में गाया, तो मैंने और सेरेना ने भविष्य के प्यार के बारे में गाया। वर्तमान और भविष्य दोनों, एक मुकम्मल प्यार जो पूरी तरह मदहोश कर देने वाला था। स्टेज पर एक सूट और एक लॉन्ग गाउन, फूलों की बारिश के बीच दो लोग, फिर सितारों भरी रोशनी के नीचे एक दूसरे का हाथ थामे हुए नीचे बैठी ऑडियंस का सामना करते हुए। उस पल भीड़ में मौजूद हर एक इंसान ने अपनी सांसें रोक ली थीं और वे खामोश विस्मय के साथ स्टेज पर उन दो लोगों को देख रहे थे जो स्वर्ग में बनी जोड़ी लग रहे थे। ऐसा प्यार इतना खूबसूरत था कि हर कोई इसे अपने लिए चाहता था। म्यूजिक के साथ सेरीना ने फिर से अपना माइक्रोफोन उठाया। ये वर्स उसे लीड करना था। उसकी नजरें पानी के कुंड की तरह साफ और गहरी थीं और मुस्कुराहट के साथ उसने मेरे बगल में देखा और अपने होंठ खोले। मैंने सेरीना का हाथ पकड़ा और स्टेज के सामने की ओर एक कदम आगे बढ़ाया। ऑडियंस की हैरान कर देने वाली खामोशी के बीच मैंने अचानक उसे अपनी बाहों में खींच लिया और एक वार्म स्माइल के साथ उसके माथे पर किस किया। सेरीना का मुंह थोड़ा खुला रह गया। वह पूरी की पूरी अवर्णनीय रूप से प्यारी और घबराई हुई लग रही थी। उसने भी मुझसे इसकी उम्मीद नहीं की थी। ये मेरी तरफ से एक सहज हरकत थी। सभी गानों में से इस गाने ने मुझे सबसे गहराई से प्रभावित किया था। जब भी मैं इसे सुनता, चाहे मैं कहीं भी होता, मैं खुद को ये कल्पना करते हुए पाता कि वो इंसान कैसा होगा जो एक दिन मेरा साथ निभाएगा। अब मैं जानता था कि वो इंसान सेरीना थी। मैं पूरी तरह से गाने में डूबा हुआ था, जैसे कि मैं पहले से ही अपनी बाकी की जिंदगी को साथ देख पा रहा था। मैंने माइक्रोफोन उठाया जैसे कि मैं केवल सेरीना से ही कोमलता से बात कर रहा हूँ। अब तक न्यू सॉन्ग देख रहे हर एक ऑडियंस मेंबर ने इस बात की परवाह करना छोड़ दिया था कि मैं अच्छा गा रहा हूँ या नहीं। वे स्टेज पर सामने आ रहे उस खूबसूरत नजारे में पूरी तरह खो गए थे। वे प्यार के उस खूबसूरत ऐलान में खो गए थे जो फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स था। पैनल में मौजूद कई जज साफ तौर पर भावुक दिख रहे थे। लोग हमेशा वोकल क्राफ्ट की बात करते थे, लेकिन बेहतरीन वोकल क्राफ्ट भी केवल इसलिए होता है ताकि सुनने वाले तन और मन से गाने के साथ पूरी तरह जुड़ सकें। मेरी तकनीक भले ही थोड़ी कम रही हो, लेकिन मैंने वो जुड़ाव हासिल कर लिया था। बैकस्टेज डायरेक्टर ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा। वो अब मॉनिटर्स पर आसमान छू रहे नंबर्स पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसे जिसकी ज्यादा परवाह थी वो थे आज की बंटी हुई एंटरटेनमेंट दुनिया के ये दो लोग। हालांकि वो पहले से ही जानता था कि सेरीना ने मुझे अपने गेस्ट परफॉर्मर के तौर पर इनवाइट किया है, लेकिन जब हम वाकई उस स्टेज पर खड़े हुए तो उत्साह की यह भावना, विस्मय का यह एहसास कुछ ऐसा था जो अस्थायी रूप से साथ लाई गई कोई भी जोड़ी कभी पैदा नहीं कर सकती थी। ये अंदर से पैदा हुई एक भावना थी। ये दिलकश थी। और इस पल हर बड़े लाइव स्ट्रीम पर कमेंट्स एक बहते हुए जुमले में तब्दील हो गए थे। हमारी बाकी की जिंदगी के लिए बस तुम ही हो, मेरे बाकी के सारे दिन तुम ही हो। अनगिनत कपल्स ने मन ही मन ये तय कर लिया कि जब वे शादी करेंगे तो अपनी शादी में इस गाने को एक डुएट के तौर पर जरूर गाएंगे। ये एक सच्चे लव डुएट की ताकत थी। बैकस्टेज किंग लू स्टेज पर उन दोनों को देख रहे थे जैसे किसी प्रिंस ने अपनी प्रिंसेस को थाम रखा हो। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उनकी आंखों के कोने हल्के से नम थे। उन्हें अचानक महसूस हुआ कि यहाँ आना उनके लिए सार्थक रहा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को काबिल उत्तराधिकारी मिल गए थे।
अब ये दुनिया फिर कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। स्टेज पर मेरा एक हाथ सेरेना की कमर पर था और दूसरे हाथ से मैंने उसे धीरे से एक घेरे में घुमाया। वे दोनों वापस एक दूसरे के बगल में आकर ऑडियंस के सामने खड़े हो गए। हमने अपने अपने माइक्रोफोन उठाए, एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखा और कोरस शुरू हुआ। म्यूजिक खत्म होने की ओर बढ़ा। उन दोनों का आखिरी सुर धीरे धीरे शांत हो गया। वेन्यू अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वे भावुक थे और साथ ही उन्हें जबरदस्त जलन भी हो रही थी। एक लाइफ पार्टनर, एक सच्चा साथी, इससे बढ़कर और कुछ नहीं होता। उसे किस करो, ऑडियंस में से किसी ने अचानक चिल्लाकर कहा। अगले ही पल हर ऑडियंस मेंबर इसमें शामिल हो गया और शोर मचने लगा, किस किस किस। सेरेना का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। इतने सारे लोगों के सामने वो हद से ज्यादा शर्मा रही थी। मैंने नीचे ऑडियंस की तरफ देखा जो माहौल गरमा रहे थे। माइक्रोफोन अपने मुंह के पास लाया और अचानक पूछा, तो क्या मुझे करना चाहिए? ऑडियंस तुरंत चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन मैंने अपनी चालाकी दिखाते हुए एक शरारती मुस्कान दी। मैंने कहा, अपने सपनों में सोचना, अगर किस जैसा कुछ होगा भी तो वो घर पर होगा। बू! ऑडियंस ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। चिढ़ाने और हूटिंग की एक लहर उठी। इसकी वजह से वेन्यू का माहौल और भी ज्यादा इलेक्ट्रीफाइड हो गया। यहाँ तक कि लाइव स्ट्रीम देख रहे व्यूअर्स भी जोर जोर से हंसने लगे। वे सब जैसे नाराज फैंस में बदल गए। स्क्रीन पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। जेम्स रिवर्स, तुम तो गए, जैसे कोई सच में तुम्हें शो ऑफ करते देखना चाहता था। मत करो किसी को परवाह नहीं है। जेम्स रिवर्स, बस मान लो कि तुम नहीं कर सकते, साफ कह दो, तुम्हारी जगह मुझे करने दो। ऊपर वाले बंदे, तुम्हारी साजिश साफ दिख रही है। मैं 1000 मील दूर से इसे सुन सकता हूँ। एक बार मेरे सामने एक परफेक्ट मौका था, मैंने उसकी कदर नहीं की। जब उसे खो दिया तब एहसास हुआ कि अगर भगवान मुझे एक और मौका दे तो मैं उसे पक्का किस करूंगा। लेकिन भाइयों, उसने कहा कि वो घर पर करेगा। काम अभी अधूरा है। मैंने नीचे विलाप करती भीड़ पर और ध्यान नहीं दिया। मैंने सेरेना की तरफ देखा जो शर्म से लाल और प्यारी लग रही थी। मैंने एक वार्म स्माइल दी, एक पल के लिए सोचा और अपने सीने से वो छोटा गोल्डन रोज निकालकर उसके बालों में लगा दिया। उस एक टच से सेरेना तुरंत और भी खूबसूरत लगने लगी, बिल्कुल मेरे सपनों की दुल्हन की तरह। मेरी आंखों की चमक और गहरी हो गई। नीचे बैठी ऑडियंस को एक बार फिर सेकंड हैंड मिठास का डोज मिला और वे और भी खुशी से शोर मचाने लगे। शुक्र है कि इस मोड पर होस्ट चेन शुआ जल्दी से स्टेज पर आई ताकि ऑडियंस को शांत किया जा सके और आखिरकार वो उनकी एक्साइटमेंट को थामने में कामयाब रहीं। फिर माँ अन्यून और किंग लो को वापस स्टेज पर बुलाया गया। चारों स्टेज पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए और जजों के पैनल की ओर देखने लगे। अब जजों की कमेंट्री और वोटिंग का समय था। सबसे पहले कमेंट्री और वोट देने की बारी फिर से गाओ की थी। उन्होंने स्टेज पर मौजूद चारों लोगों को देखा और अचानक उन्हें समझ नहीं आया कि शुरुआत कहाँ से करें। काफी देर सोचने के बाद उन्होंने आखिरकार एक बेबस मुस्कान दी और अपना मुंह खोला। इस कंपटीशन में मुझसे कमेंट्री करने के लिए कहना मुझे जान से मारने से ज्यादा मुश्किल काम है। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, नीचे बैठी ऑडियंस ठहाकों से गूंज उठी। वे सब समझते थे कि ऊपर किस तरह का कॉम्बिनेशन खड़ा है। एक किंग, एक फिलहाल का निर्विवाद रूप से सबसे महान सॉन्ग राइटर और एक ऐसा गाना जिसने हर किसी को झुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन एक प्रोफेशनल जज के तौर पर मुझे वो कहना ही होगा जो मैं सोचता हूँ। सबसे पहले किंग लू और माँ अन्यून, आपके डुएट ने मुझे भी हैरान कर दिया। किंग लू एक वेटरन है, उनकी काबिलियत के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है, लेकिन माँ अन्यून ने आज मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। आपकी परफॉर्मेंस असाधारण थी। एक किंग के साथ उसी स्टेज पर खड़े होकर डुएट गाना और बिना किसी कमी के अपनी जगह बनाए रखना, ये वाकई प्रभावशाली है। और फिर जेम्स रिवर्स और सेरेना है। मैं आप दोनों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं भी उसी खुशी में खिंचता चला गया जिसके बारे में आप गा रहे थे। स्टेज प्रेजेंस पूरे 10 नंबर की थी। कोई भी अनजान इंसान इसे देख रहा होता तो उसे यकीन हो जाता कि वो किसी की शादी देख रहा है। गाओ यहाँ रुके। उनके चेहरे पर फिर से एक कशमकश भरी बेबस मुस्कान आई। ऑडियंस के लिए ये कंपटीशन एक दावत थी, लेकिन उनके लिए ये आग की परीक्षा जैसा था। अभी तक उन्होंने ये तय नहीं किया था कि किसे वोट देना है। इस पल वेन्यू में ऑडियंस की हर आंख गाओयू पर टिकी थी। गाओ ने अपने शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ा और आखिरकार एक फैसले पर पहुंचे। मैं अपना वोट माँ अन्यून को दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल जज हूँ। प्रोफेशनल वोकल परफॉर्मेंस के नजरिए से माँ अन्यून और किंग लो साफ तौर पर एक स्ट्रॉन्ग जोड़ी थे। अपना वोट डालने के बाद गाओयू राहत से ढीले पड़ गए और अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए। इस वोटिंग ने उन्हें सच में थका दिया था, एक पूरे कॉन्सर्ट को करने से भी ज्यादा थकाऊ। केवल भगवान ही जानता था कि फैसला करने से पहले वे कितनी देर तक असमंजस में थे। लाइव शो का ये हमेशा सबसे तनावपूर्ण पल होता है। स्टेज पर मौजूद चारों लोगों ने अपना धैर्य बनाए रखा, लेकिन नीचे बैठी ऑडियंस ने सामूहिक रूप से अपनी सांसें रोक ली थीं। वे कंटेस्टेंट से भी ज्यादा तनाव में लग रहे थे क्योंकि उनमें से हर एक का कोई न कोई पसंदीदा कंटेस्टेंट था।
जब तक गाओयू का वोट नहीं डला तब तक भीड़ में कुछ फुसफुसाहटें गूंजती रहीं। एक प्रोफेशनल जज के नजरिए से गाओयू का वोट गलत नहीं था, लेकिन ऑडियंस के नजरिए से वे मेरे और सेरेना के फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स के साथ कहीं ज्यादा जुड़ पाए थे। बहुत से लोगों ने एक दबी हुई निराशा महसूस की, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। गाओयू की कमेंट्री पूरी तरह से निष्पक्ष थी। भले ही मैंने कई दिनों तक कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस की थी, लेकिन मेरी प्रोफेशनल तकनीक का लेवल वाकई किंग लू से थोड़ा कम था। वोट देने वाले दूसरे जज सू शाओएन थे। उनके चेहरे पर भी साफ तौर पर कशमकश दिख रही थी। वे जजों के पैनल में काफी देर तक सोचते हुए बैठे रहे और आखिरकार अपने फैसले पर पहुंच ही गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और स्टेज पर मौजूद चारों लोगों की ओर देखा। मेरी राय जज गाओ से थोड़ी अलग हो सकती है। मेरा मानना है कि एक गाना लोगों के लिए अपनी भावनाओं और जज्बात को उड़ेलने का एक जरिया है। लोग एक गाने में उस पल को ढूंढते हैं जो उनके अंदर की किसी चीज के साथ जुड़ सके। प्रोफेशनल सिंगर्स ऑडियंस को इसलिए प्रभावित कर पाते हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस लोगों से उसी लेवल पर जुड़ती है। और आज रात जेम्स रिवर्स और सेरेना ने किसी भी और से ज्यादा दमदार तरीके से वो कर दिखाया। इसलिए मेरा वोट इस बार भी सेरेना को जाता है। जब कोई गाना वाकई लोगों के दिल तक पहुंचता है तो मेरे ख्याल में सेरेना और जेम्स रिवर्स पहले ही जीत चुके होते हैं। सू शाओएन ने एक ही सांस में वो सब कह दिया जो वो कहना चाहते थे। फिर उन्होंने आखिरकार एक लंबी सांस छोड़ी। 1000 पाठकों को 1000 अलग अलग हैमलेट मिलेंगे। 1000 सुनने वालों के मन में स्वाभाविक रूप से 1000 अलग अलग भावनाएं होंगी। 2 असाधारण गानों का सामना होने पर सू शाओएन ने उसे चुना जिसने उन्हें ज्यादा प्रभावित किया था। वोट फिर से बराबर हो गए 1-1 पर। ऑडियंस ने अपनी सांसें और भी कसकर रोक ली कि इस रात का अंत कैसे होगा। किसी को भी अभी तक कोई अंदाजा नहीं था। अगर अभी कोई सबसे ज्यादा रिलैक्स लग रहा था तो वे स्टेज पर मौजूद 4 लोग थे। उन सब के दिलों में ये बात थी कि जीत हो या हार, उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया था। अपना बेस्ट देना ही वो सबसे अच्छा जवाब है जो आप खुद को दे सकते हैं। क्या वो कहावत नहीं थी, आप बस अपना हिस्सा पूरा करें और बाकी सब किस्मत पर छोड़ दें। स्टेज पर मौजूद चारों लोगों की मानसिकता अभी यही थी। अब तीसरे जज की बारी थी। चेन यिक्सुन के वोट देने की बारी। उन्होंने पहले अपनी कमेंट्री नहीं दी। इसके बजाय वे खड़े हुए पहले स्टेज पर मौजूद चारों कंटेस्टेंट्स की ओर झुककर अभिवादन किया और फिर बड़ी भावना के साथ बोले। सच कहूँ तो मैंने कई सालों से चाइनीज म्यूजिक सीन पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। पता चला कि चाइनीज म्यूजिक सीन उतना कमजोर नहीं है जितना मैंने कल्पना की थी। आज रात यहाँ खड़े होकर मैं 2 असाधारण प्रेम गीतों के आने का गवाह बना। मैंने नई और पुरानी पीढ़ी के बीच पैदा हुई उस चमक को भी देखा। अगर हम विशुद्ध रूप से दोनों कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस और गानों पर फैसला कर रहे होते तो मैं यह वोट सेरेना को देता, लेकिन गेस्ट परफॉर्मर्स के कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए मैं अभी भी मां अन्यून और किंग लो को चुनता हूं। मैं जज गाओ की राय से सहमत हूं। खुद एक प्रोफेशनल सिंगर होने के नाते मेरा झुकाव स्वाभाविक रूप से उस जोड़ी की ओर है जो तकनीकी रूप से ज्यादा निपुण थी। इसलिए मेरा वोट मां अन्यून को जाता है। जैसे ही चेन यिक्सुन की बात खत्म हुई, मैंने स्टेज से एक बेबस मुस्कान दी। वाकई आखिरकार मैंने सेरेना को पीछे खींच ही लिया था। उस वोट के साथ गिनती 2-1 हो गई। सबकी निगाहें लू रुइंग की तरफ मुड़ गईं। डायरेक्टर के कैमरे ने ठीक उसी पल लू रुइंग पर क्लोजअप जूम किया। जब कैमरा उनकी ओर मुड़ा तो हर कोई अचानक ठिठक गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि लू रुइंग चुपचाप अपने आंसू पोंछ रही थीं। खुद प्रेम गीतों की पूर्व रानी होने के नाते लू रुइंग एक लव सॉन्ग की अहमियत को किसी और से ज्यादा गहराई से महसूस करती थीं। वो उस खूबसूरत प्यार से भावुक हो गई थीं जो सेरेना और मैंने स्टेज पर दिखाया था। उन्होंने देखा कि कैमरा पहले से ही उनकी ओर था और तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनका संयम डगमगा गया है। उन्होंने जल्दी से फिर से अपनी आंखें पोंछीं और एक छोटी सी मुस्कान बिखेरी। मुझे माफ करें, मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई। ये वोट सेरेना को जाता है। कमेंट्री के तौर पर मेरे पास कहने को बहुत कुछ नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपके गाने ने मुझे झकझोर दिया। स्टेज पर लू रुइंग की इस सच्ची और भावुक अभिव्यक्ति को देखकर सेरेना और मैंने एक साथ उन्हें झुककर सम्मान दिया। खासकर मैंने जजों के पैनल पर उस जाने पहचाने चेहरे को देखकर मेरा दिल उन भावनाओं से भर गया जिन्हें मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। इस दुनिया की लू रुइंग मेरी मूल दुनिया वाली से बहुत अलग नहीं थी, लेकिन उसका सबसे मशहूर गाना अभी तक यहाँ नहीं आया था और मेरे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि वो कभी इस दुनिया में आएगा भी या नहीं। मेरे दिल में एक शांत उदासी छा गई। मुझे रह रहकर लग रहा था कि अगर वो गाना कभी नहीं आया तो ये एक ऐसा नुकसान होगा जिसे ये दुनिया हमेशा ढोती रहेगी। अब चारों जजों की वोटिंग खत्म हो चुकी थी। मुकाबला 2-2 की बराबरी पर था और अब ऑडियंस की बारी थी। बड़ी स्क्रीन पर रियल टाइम वोटिंग शुरू हो गई। वेन्यू में मौजूद हर एक ऑडियंस मेंबर ने अपने फोन निकाल लिए। उनके हाथ अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट के लिए वोट करने को बेताब थे। उस पल
हर बड़े लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में सन्नाटा छा गया। न्यू सॉन्ग को फॉलो करने वाला हर व्यक्ति वोट बटन दबाने में बिजी था। न्यू सॉन्ग की वोटिंग का नियम बहुत सख्त था। एक व्यक्ति एक वोट, वो भी असली नाम के साथ। ऐसी स्थिति में डाला गया हर एक वोट ऑडियंस के लिए नतीजे के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण था। यह पूरी तरह से एक अलग तरह की जंग थी। उनका पसंदीदा कंटेस्टेंट जीत पाएगा या नहीं, ये पूरी तरह उन पर निर्भर था। इसलिए काफी लोगों ने दोस्तों और परिवार से संपर्क करना शुरू कर दिया। ग्रुप चैट्स मैसेजेस से भर गए। हर कोई अपने फेवरेट के लिए वोट जुटाने में लग गया। सेरेना और जेम्स रिवर्स का वो फैन ग्रुप जिसकी ओर सेरेना ने इशारा किया था, जो कभी एक छोटा सा ग्रुप था, अब 5 बड़े ग्रुप्स में तब्दील हो चुका था। लंबे समय से शांत रहने वाली एडमिन शिया होंग ने इस पर एक दुर्लभ उपस्थिति दर्ज कराई। वह अपने फोन की स्क्रीन पर पागलों की तरह टाइप कर रही थी और हर किसी से सेरेना के लिए वोट जुटाने की अपील कर रही थी। ऑनलाइन भी कई ऐसे अकाउंट्स दोबारा सक्रिय हो गए जो लंबे समय से नहीं देखे गए थे। ये उस मिडिल एज ब्रिगेड के लोग थे जिन्होंने असल जिंदगी की भागदौड़ से समझौता कर लिया था। इस पल उन्हें भी बुलावा मिला था। वे किंग लू के लिए लड़ रहे थे। ये नई पीढ़ी के फैंस और पुरानी पीढ़ी के बीच की जंग थी। ये नए किंग और पुराने किंग के बीच का मुकाबला भी था। बड़ी स्क्रीन पर दोनों तरफ के रियल टाइम सपोर्ट परसेंटेज एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और आंकड़े लगातार ऊपर चढ़ रहे थे। ये मुकाबला पिछले किसी भी कंपटीशन से कहीं ज्यादा लंबा खिंच रहा था। ऑडियंस के वोट एक टग ऑफ वॉर, रस्साकशी में बदल गए थे। दोनों पक्ष एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। उस पल वहां मौजूद मीडिया कर्मी भी अविश्वास भरी नजरों से स्क्रीन पर बढ़ते नंबर्स को देख रहे थे। कंपटीशन से पहले उनमें से किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि मेरी पकड़ इतनी मजबूत होगी, इतनी मजबूत कि मैं वाकई किंग लू के साथ बराबरी का मुकाबला कर सकूं। किंग की उम्र हो गई थी बेशक, लेकिन वो फिर भी एक किंग थे। उनमें से ज्यादातर ने मान लिया था कि सेरेना का मुझे गेस्ट परफॉर्मर के तौर पर चुनना एक गलती होगी, और फिर भी अभी के हालात ने उनके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था। यह इंसान आखिर सीन में कब आया? जब उन्होंने इस पर गहराई से सोचा तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि किसी के नोटिस किए बिना रास्ते में कहीं न कहीं फिलहाल चाइनीज म्यूजिक वर्ल्ड में तहलका मचाने वाला हर गाना मेरे द्वारा ही बनाया गया था। इस साधारण से दिखने वाले लड़के ने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के चाइनीज म्यूजिक सीन के आधे इलाके पर अपना कब्जा कर लिया था। भले ही मैं इस दौरान लगातार ट्रेंडिंग चार्ट्स पर रहा था, लेकिन उसमें से ज्यादातर मेरी पर्सनल लाइफ की चीजों के बारे में था। डोमेस्टिक अब्यूज वाला मामला, वो चैलेंज वाला वाकया, इन चीजों ने मेरे सॉन्ग राइटिंग की चमक को चुपचाप ओझल कर दिया था। ये तो बस इसी पल में था कि हर किसी ने आखिरकार पीछे हटकर इसे महसूस किया। उन सब बातों को किनारे रख दें तो वे जो गाने लगातार सुन रहे थे वे मेरे ही थे। इसे भांपने वाले मीडिया आउटलेट्स एक एक करके थूक गटकने लगे। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि चाइनीज म्यूजिक वर्ल्ड शायद एक बड़े बदलाव की दहलीज पर है। एक बार जब मेरे लिखे गए गानों को एक एल्बम में संकलित कर हैनन पर रिलीज किया जाएगा तो उसके बाद जो चार्ट्स आएंगे वे उसकी कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। एक अकेले इंसान का आउटपुट पूरे चार्ट्स को साफ करने की काबिलियत रखता था। ये सोचते ही उनकी नजरें अनचाहे ही न्यू सॉन्ग स्टेज के ठीक ऊपर लगी बड़ी स्क्रीन की ओर मुड़ गईं। वे जानते थे कि एक बार सेरेना इस बार जीत गई तो इसका मतलब होगा कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का नजारा वाकई इस पल से बदलने वाला है। न्यू सॉन्ग का ये सीजन इसके इतिहास में सबसे हाई प्रोफाइल था। इस पल में सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की आंखें यहीं टिकी थीं। शंक्षी एंटरटेनमेंट, बिनहाई एंटरटेनमेंट, टीएनमे एंटरटेनमेंट और बिजनेस की हर छोटी बड़ी कंपनी, उनके सीनियर लीडरशिप अपने अपने बोर्डरूम में इकट्ठा हो गए थे। मीडिया ने जो बात पकड़ी थी, भला वे उसे कैसे नोटिस नहीं करते। उन्होंने इसके बारे में पहले ही एक मीटिंग की थी, लेकिन उस समय उनमें से बहुत कम लोगों ने माना था कि मैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का बैलेंस बदलने के काबिल हूँ। लेकिन अब चीजें अलग थीं। न्यू सॉन्ग में मैंने जिस डरावने लेवल का इन्फ्लुएंस दिखाया था, वो बिना किसी शक के उन्हें बता रहा था कि मैं पहले ही एक किंग के पावर लेवल के करीब पहुंच चुका हूं। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड शायद अभी उतना गहरा नहीं था, लेकिन मेरी पहुंच पहले ही एक भयानक पैमाने तक बढ़ चुकी थी। एक किंग की तुलना में शायद मुझमें सिर्फ एक डिफाइनिंग मोमेंट, निर्णायक क्षण की कमी थी। चाइनीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जब से 4 हेवनली किंग्स धीरे धीरे पीछे हटे थे, तब से किसी ने भी इस तरह के प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया था। मैं पहला था, और जो बात इसे लगभग हास्यास्पद बनाती थी वो ये थी कि मुझे ठीक से इंडस्ट्री का हिस्सा, इनसाइडर भी नहीं माना जा सकता था। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा इंडस्ट्री के किनारों पर मंडराता रहा और फिर भी इस तरह की पहुंच रखता था, यही बात इसे वाकई डरावनी बनाती थी। यिंग है एंटरटेनमेंट के बोर्डरूम में सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का एक ग्रुप बड़ी स्क्रीन पर टकटकी लगाए हुए था, जहां न्यू सॉन्ग कंपटीशन रियल टाइम में स्ट्रीम हो रहा था। इस पल कैमरा मेरी तरफ मुड़ा और डेविड यांग की शांत आंखों में एक हलचल सी हुई। उन्हें अभी भी धुंधला सा याद था कि कुछ समय पहले ही मैं अकेले शहर आया था, उनके ऑफिस में कदम रखा था और उनसे एक ऐसी चीज मांगी थी जो उस समय नामुमकिन लग रही थी, एक टॉप टियर कॉन्ट्रैक्ट।
उस वक्त डेविड यांग ने मुझे केवल एक टैलेंटेड, निडर और काबिल नौजवान के रूप में देखा था जिसमें काफी संभावनाएं थीं। लेकिन उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि महज 2 महीनों में ट्रेंडिंग चार्ट्स उनके पर्सनल बैकयार्ड की तरह हो जाएंगे। जहां मर्जी हो वहां एंट्री, और पूरे चाइनीज म्यूजिक सीन पर इस आदमी ने कब्जा कर लिया था। हाल ही में वायरल होने वाला हर गाना मेरा ही था। डेविड यांग ने एक लंबी सांस ली। वे समझ नहीं पा रहे थे कि खुश हो या परेशान। एक ऊंचे पेड़ को ही तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। इस सब के बाद मेरे और सेरेना के लिए जिंदगी शायद आसान नहीं होने वाली थी। यहाँ तक कि उनकी अपनी कंपनी के अंदर भी कुछ विरोधी आवाजें उठने लगी थीं। हिस्सेदारी तो सीमित थी। अगर वो सब कुछ खुद खाना चाहता था तो बाकी सबके लिए क्या बचता। डेविड यांग की नजरें घूमी। उन्होंने बड़ी स्क्रीन को देखा। उनकी उंगलियां बिना सोचे टेबल की सतह को थपथपा रही थीं। बोर्डरूम में डेविड यांग से भी ज्यादा उलझी हुई मानसिक स्थिति में कोई और नहीं बल्कि नीचे बैठी एंजेला थी। वही शांत और सलीकेदार युवती। अब उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी वो धार थोड़ी खो दी है। उसने बड़ी स्क्रीन पर मुझे देखा। उसकी नजर में एक जटिल भावना थी। पिछली बार फोन पर हुई बात के बाद से एंजेला ने मुझसे दोबारा संपर्क नहीं किया था, क्योंकि वो समझदार थी। उसने फोन पर मेरी आवाज में उस जानबूझकर बनाई गई दूरी को भांप लिया था। इस दौरान उसने अपनी भावनाओं को भी समझना शुरू कर दिया था। उसने खुद से ये स्वीकार किया कि उसके मन में मेरे लिए कुछ प्रशंसा और लगाव था। शायद इसकी शुरुआत पहली बार मुझसे मिलने पर हुई थी। शायद तब जब मैंने गाया था, ऑफिस में बस साधारण बने रहो। वो पक्का नहीं कह सकती थी कि कब मैंने उसके दिल में हलचल पैदा की। इतना टैलेंटेड और इतना सच्चा इंसान उसकी तरफ खींचे चले जाना मुश्किल नहीं था। वो भी कोई अपवाद नहीं थी। लेकिन वो ये भी जानती थी कि मैं केवल सेरेना का हूँ। इसलिए उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया और जानबूझकर मुझसे जुड़ी खबरों से दूरी बनाए रखी। अब मुझे दोबारा देखकर मैं पहले से कहीं ज्यादा चमकदार और प्रभावशाली लग रहा था। मेरे और सेरेना के बीच का कनेक्शन भी पहले से कहीं ज्यादा गहरा था। एंजेला ने अपना सिर झुकाया और एक शांत, कड़वाहट भरी मुस्कान दी। उसमें दोबारा देखने की हिम्मत नहीं थी। उसे ये भी नहीं पता था कि क्यों उसे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भावनाएं विकसित हो गईं जिसका पहले से ही परिवार है। वो बस इतना कह सकती थी कि भावनाएं बिना किसी चेतावनी के पैदा होती हैं और एक बार शुरू हो जाएं तो गहरी होती चली जाती हैं। इस पल यिंग है की तरह शांक्सी एंटरटेनमेंट ने भी अपने सभी सीनियर लीडरशिप को बोर्डरूम में इकट्ठा किया था। टेबल के हेड पर शांक्सी एंटरटेनमेंट के चेयरमैन टिएनशिनी बैठे थे। यिंग है के बोर्डरूम के गंभीर माहौल के मुकाबले शांक्सी एंटरटेनमेंट का मूड काफी रिलैक्स था। यहाँ तक कि टिएनशिनी के चेहरे के गाल उनकी हंसी के साथ कांप रहे थे। टिएनशिनी हंसते हुए बोले, एक हाथ उठाकर अपनी नाक पर टिके सुनहरे फ्रेम वाले गोल चश्मे को ठीक किया। अब ये दिलचस्प है। यह जेम्स रिवर्स कहीं से भी आकर म्यूजिक वर्ल्ड के ठहरे हुए पानी में थोड़ी हलचल मचा रहा है। अच्छा है उसके लिए। वैसे भी म्यूजिक हमारा फोकस नहीं है। फिल्म और टेलीविजन वो दिशा है जिस पर ये कंपनी बनी है। हाँ। कमरे में मौजूद अधिकारियों ने ये सुना और सब के सब ठहाके मारकर हंस पड़े। टिएनशिनी के बाईं ओर बैठे बोर्ड मेंबर ने तुरंत चापलूसी शुरू कर दी। चेयरमैन टिएन, आपकी स्ट्रैटेजी हमेशा की तरह शानदार है। एक किंग को लाकर आपने हर किसी को जेम्स रिवर्स की असली ताकत देखने का मौका दे दिया। अगर हम हारते भी हैं तो हमने कुछ खोया नहीं है। दूसरी कंपनियों को इस बारे में तनाव लेने दें। अगर हम जीतते हैं तो शांक्सी एंटरटेनमेंट की मां अन्यूनताज अपने नाम करती है। जीत हुई तो हम खुश हैं ही। हर तरफ से जीत हमारी ही है। यहाँ तक कि हार में भी एक चतुर छोटा सा फायदा छिपा है। टिएनशिनी ने अपनी पैनी छोटी आंखें झपकाईं और अपने बगल वाले बोर्ड मेंबर पर एक तारीफ भरी नजर डाली। चापलूसी के बारे में कहा जाता है कि वो कभी अपना निशाना नहीं चूकती। टिएनशिनी खुद से बेहद खुश महसूस कर रहे थे। जेम्स रिवर्स इस सब से थोड़े फायदे के साथ निकल सकता है, लेकिन टिएनशिनी कभी घाटे में नहीं रहता। इस वक्त सबसे बुरा हाल निस्संदेह टीएन में एंटरटेनमेंट का था। न्यू सॉन्ग के इस सीजन में उनकी कंपनी के 2 डार्क हॉर्स कंटेस्टेंट्स के एक एक करके बाहर होने के बाद टीएन में एंटरटेनमेंट ने शुरू में मान लिया था कि इस सब से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब चुपचाप घर बैठे उन पर आसमान से मुसीबत आन पड़ी थी। अकेले मुझ जेम्स रिवर्स ने हर किसी के प्लान को तहस नहस कर दिया था। बस ये सोचने मात्र से कि अब से इंडस्ट्री का हर चार्टिंग गाना मेरे द्वारा बनाया गया हो सकता है, उनके सीने डर से भींच रहे थे। टीएन में एंटरटेनमेंट का बोर्डरूम इस पल गंभीर और बेजान था। चेयरमैन ल्यू गाओ के चेहरे पर हमेशा से भी ज्यादा गहरा गुस्सा था। क्या कोई मुझे बता सकता है कि लू कियान सेरेना के साथ क्या चल रहा है और ये जेम्स रिवर्स आखिर आया कहाँ से है? एक शादीशुदा औरत जो 2 साल से इंडस्ट्री से बाहर थी, उसे अकेले एक आदमी ने वापस ऊपर उठा दिया। लू गाओ इस दौरान काफी थके हुए थे। वह एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश में थे और घर की चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके जाने के थोड़े ही समय में कोई व्यावहारिक रूप से घर ही लूट रहा होगा। अधिकारियों ने एक दूसरे को बेबसी से देखा।
उनमें से किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मॉन्स्टर जैसा इंसान कहाँ से आया है। वे बस इतना जानते थे कि वे गाने वाकई में बिना किसी शक के बहुत अच्छे थे। अधिकारियों को एक एक करके खामोश बैठा देख लियू गाओ आग बबूला हो गए। तुम सब के सब बेकार हो। तुम लोग बस ऐश करना जानते हो। तुम लोग बहुत लंबे समय से कंफर्ट जोन में रहे हो। तुम में संकट की जागरूकता का एक अंश भी नहीं बचा है। अभी के अभी यह तुरंत होना चाहिए। इस सब की शुरुआत कैसे हुई, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करो। जब तक ये समझ नहीं आता कोई यहाँ से नहीं जाएगा। और पेड कमेंटर्स को काम पर लगाओ, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। यह राउंड मा अनियन और किंग लू की जीत के साथ खत्म होना चाहिए। जेम्स रिवर्स को इसका इस्तेमाल करके अगले किंग टाइटल की ओर दौड़ लगाने में कामयाब मत होने देना। उसके इन्फ्लुएंस को जितना हो सके कम करो। साथ ही कल किसी को जेम्स रिवर्स से कांटेक्ट करने के लिए भेजो। उसका मन टटोलो। उसे बताओ कि हम एक मीटिंग सेट करना चाहते हैं। लियू गाओ ने एक ही सांस में अपनी बात खत्म की और अपनी नजर वापस बड़ी स्क्रीन पर गड़ा दी। उन्होंने स्क्रीन पर मेरे मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा और जितना ज्यादा उन्होंने देखा उतना ही उन्हें वो चिढ़ाने वाला लगा। बिग थ्री के अलावा जो विभिन्न छोटी और मध्यम स्तर की एंटरटेनमेंट कंपनियां भी इस पल अपनी चालें चल रही थीं। कुछ ने सद्भावना के साथ मेरी ओर बढ़ने का फैसला किया और दोस्ती के संकेत दिए। वहीं यिंग है एंटरटेनमेंट जैसी अन्य कंपनियों ने मेरे पूरी तरह से शिखर पर पहुंचने से पहले ही मेरी रफ्तार को कुचलने की कोशिश की। एक पल के लिए पूरे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में हलचल मच गई और इस वक्त सबसे शांत जगह खुद न्यू सॉन्ग का वेन्यू ही था। हर कोई बिना पलक झपकाए बड़ी स्क्रीन पर रियल टाइम सपोर्ट परसेंटेज को देख रहा था। एक भी व्यक्ति ने जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इस पल स्क्रीन पर दोनों पक्षों के सपोर्ट परसेंटेज लगभग अनसुनी बराबरी टाई पर टिके हुए थे। इस पर विश्वास करना लगभग नामुमकिन था। हर ऑडियंस मेंबर, जज और कंटेस्टेंट्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे अविश्वास के साथ स्क्रीन को घूर रहे थे। एक टाई, इसका फैसला भला कैसे होगा? दोनों तरफ के सपोर्ट वोट्स की गिनती बिल्कुल एक ही नंबर पर आकर रुक गई थी। न्यू सॉन्ग के पूरे इतिहास को देखें तो इतनी बड़ी ऑडियंस बेस होने के बावजूद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति व्यावहारिक रूप से असंभव थी। समय पल पल बीतता जा रहा था, लेकिन वोटों की गिनती जैसे एक जगह जम गई थी। किसी भी पक्ष को एक भी नया वोट नहीं मिल रहा था। वोटिंग की समय सीमा अपने आखिरी पलों की ओर बढ़ रही थी। लाइव ऑडियंस ने अनचाहे ही अपना थूक गटका। क्या ये कंपटीशन वाकई इसी तरह खत्म होने वाला था? ठीक उसी समय जब हर किसी ने ये मानना शुरू कर दिया था कि शायद अंत ऐसा ही होगा, बड़ी स्क्रीन पर सेरेना के सपोर्ट वोट काउंट में अचानक हलचल हुई। दोनों पक्ष पिछले 5 मिनट से बराबरी पर थे। अब केवल 1 मिनट बचा था और सेरेना को अचानक एक और वोट मिल गया। उस पल पूरे वेन्यू में सामूहिक रूप से सबकी सांसें रुक गईं। दिल की धड़कनें किसी रोलर कोस्टर की सवारी जैसी थीं, जो सीधे सबकी गर्दन तक पहुंच गई थीं। तनाव अपने चरम पर था। क्या सेरेना वाकई जीतने वाली थी? बड़ी स्क्रीन पर काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 60, 59, 58। उस पल चाहे लाइव ऑडियंस हो या लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स, हर कोई स्क्रीन के नंबरों के साथ सुर मिलाकर गिनती करने से खुद को नहीं रोक पाया। वो तनाव और उत्साह बिजली की तरह दौड़ रहा था। क्या मैं वाकई आज रात एक वेटरन किंग के खिलाफ उलटफेर वाली जीत हासिल कर पाऊंगा? इस तरह की कमबैक स्टोरी ही तो है जिसे ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इस मोड़ पर कंपटीशन का अब सेरेना और मां अन्यून से जैसे कोई लेना देना ही नहीं रह गया था। हर कोई बस ये जानना चाहता था कि क्या मेरी लोकप्रियता किंग लू से आगे निकल गई है। और ठीक उसी समय जब हर कोई जोश में था और काउंटडाउन 40 पर पहुंचा, मां अन्यून के सपोर्ट वोटों की गिनती में अचानक एक उछाल आया। वेन्यू में एक और सिसकी गूंज उठी। फिर से मुकाबला बराबर हो गया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबकी उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया। मां अन्यून के वोटों की गिनती में आए उस उछाल के बाद वो रुका नहीं। कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसमें फिर से उछाल आया। एक स्थिर और साफ दिखाई देने वाली रफ्तार से 2 और वोट बढ़ गए। इस साफ तौर पर असामान्य घटनाक्रम ने वेन्यू में मौजूद हर व्यक्ति की भौहें चढ़ा दी। जो कोई भी ये वोट डाल रहा था वो सैन्य सटीकता, मिलिट्री प्रिसिजन के साथ काम कर रहा था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे साधारण फैंस अंजाम दे सके। वोटों की गिनती का इस तरह प्रोफेशनल और एक समान रफ्तार से बढ़ना बिल्कुल किसी असेंबली लाइन के काम जैसा लग रहा था। इसे देखकर हर किसी के मन में बेचैनी होने लगी। ऑडियंस अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाई थी कि क्या हो रहा है, लेकिन जजों, स्टेज पर मौजूद कंटेस्टेंट्स और बैकस्टेज से देख रहे रेन चाओ को उस पल सब साफ समझ आ गया। किसी ने पेड वोट मैनिपुलेटर्स, वोट खरीदने वाले को काम पर लगाया था। रेन चाओ ने अपनी मुट्ठी भींच ली। ये दूसरी बार था। दूसरी बार किसी ने उनके प्रोग्राम में हेराफेरी करने की कोशिश की थी। और सबसे बुरा हिस्सा ये था कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। इस सीजन में जब उन्होंने कंटेस्टेंट्स को इनवाइट किया था तो कई ऐसी खामियां जो पहले कभी सामने नहीं आई थीं, अब दिखने लगी थीं।
उन्होंने हर कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया था कि कोई वोट मैनिपुलेशन नहीं होगा, लेकिन अब कोई खुलेआम ऐसा कर रहा था। रेन चाओ जानते थे कि ये शंक्षी एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की पेनल्टी उस फायदे से कहीं ज्यादा थी जो मा अन्यून के जीतने से मिल सकता था। और इसके अलावा ये तो फिनाले का सिर्फ दूसरा राउंड था। चैंपियनशिप कौन जीतेगा ये अभी तय नहीं था। यिंग है एंटरटेनमेंट की संभावना और भी कम थी क्योंकि सरीना उनकी अपनी कंटेस्टेंट थी। अब बचे टीएनमी एंटरटेनमेंट और वे छोटी मध्यम दर्जे की एंटरटेनमेंट कंपनियां। रेन चाओ तुरंत उनका गणित समझ गए। कुछ लोग ऐसे थे जो बस मुझे ऊपर उठते हुए नहीं देखना चाहते थे। भले ही रेन चाओ अब समझ चुके थे कि क्या हो रहा है, वे बेबस थे। वे सिर्फ एक डायरेक्टर थे। इन कंपनियों पर उनका कोई बस नहीं था। यहाँ तक कि उनके पीछे खड़ी कंपनी भी इतने सारे प्रतिस्पर्धी समूहों के खिलाफ नहीं टिक सकती थी। ये एंटरटेनमेंट वर्ल्ड था। ये लानत भरा एंटरटेनमेंट वर्ल्ड वाकई सुधार के परे था। रेन चाओ ने अपने सामने वाली टेबल पर घूंसा मारा। जबड़ा भींचते हुए उन्होंने अपनी बात कही। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेने लगे। आखिरकार अपनी भावनाओं को शांत करने के बाद रेन चाओ की नजरें स्थिर हो गईं, जैसे उन्होंने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। उन्होंने अपनी जेब से फोन निकाला और कंपनी का नंबर डायल किया। स्टेज पर सामने की ओर ऑडियंस वोट के फाइनल नतीजे आ चुके थे। मा अन्यून ने कई हजार वोटों के अंतर से जीत हासिल कर ली थी, लेकिन उनके और किंग लू के चेहरे पर खुशी का कोई नामो निशान नहीं था। इस तरह से हासिल की गई जीत उनके कलाकार होने की पहचान पर किसी अपमान से कम नहीं थी। वेन्यू जो अभी तक तनाव के चरम पर था, अब भयानक रूप से ठंडा पड़ गया था। नीचे बैठी ऑडियंस जैसे सुन्न खड़ी थी। अगर अंत में कुछ वोटों या कुछ दर्जन वोटों से पासा पलटता तो वह पूरी तरह अपेक्षित होता। हमेशा कोई न कोई देर से वोट करता ही है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पूरी तरह सिंक्रोनाइज तरीके से वोटों का अचानक बढ़ना बहुत अजीब था। लाइव स्ट्रीम में लोगों ने पहले ही शक जताना शुरू कर दिया था। ऑडियंस की आंखें तेज थीं। इतनी साफ तौर पर गलत चीज वे बेवकूफ नहीं थे। क्या चल रहा है? अभी मेरा दिल लिटरली गले तक आ गया था और फिर अचानक ये हो गया। फिर से हेरा फेरी? यह सही नहीं लग रहा। माँ अन्यून के पास जीतने का मौका तो था ही। अभी भी दर्जनों सेकंड्स बचे थे। मुझे किंग लू के कैरेक्टर पर भरोसा है। प्रोडक्शन टीम इतनी बेवकूफ नहीं होगी कि ऐसी हरकत करे। शायद बाहर का कोई व्यक्ति मामला बिगाड़ रहा है। पेड वोट मैनिपुलेशन, पेड वोट मैनिपुलेशन। फिर गिनती का क्या? आप इस बारे में क्या कर सकते हैं? हार तो हार है। हम अभी भी एक और राउंड पकड़ सकते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते। ये वोटिंग नंबर्स साफ तौर पर नॉर्मल नहीं है। तो क्या सरीना बस हारने की हकदार है? जो भी हो, बस नतीजा देखते हैं। देखते हैं कि प्रोडक्शन टीम क्या कहती है। नतीजा पहले ही आ चुका था। चीजें चाहे जिस तरह भी सामने आई हो, होस्ट चेन शुआ को अभी भी घोषणा करनी थी। उन्होंने बेबसी भरे अंदाज में अपना माइक्रोफोन उठाया। उन्होंने बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि डायरेक्टर रेन चाओ को बैकस्टेज से जल्दी में बाहर आते देखा, जो चेन शुआ के पास झुककर धीरे से कुछ कह रहे थे। उनकी बात सुनने के बाद चेन शुआ ने साफ राहत के साथ माइक्रोफोन रेन चाओ को थमा दिया। रेन चाओ ने माइक्रोफोन लिया, स्टेज पर मौजूद चारों लोगों की ओर हल्का सा सिर हिलाया और फिर ऑडियंस की ओर मुड़े। नमस्ते आप सभी को, हम फिर मिले। मैं इस शो का डायरेक्टर रेन चाओ हूँ। अब से आगे की होस्टिंग मैं संभालूंगा। कंपटीशन का रिजल्ट अब सामने आ चुका है। भले ही वोटिंग पीरियड में काफी उथल पुथल रही और नतीजा वो नहीं था जिसकी बहुत से लोगों ने उम्मीद की थी, लेकिन तथ्य जैसा है वैसा ही है। रेन चाओ ने नीचे ऑडियंस की तरफ देखा। उनकी आवाज नपी तुली और गंभीर थी। कैमरा ठीक उसी वक्त मेरी ओर मुड़ गया। लाइव स्ट्रीम में भी सन्नाटा छा गया। हर कोई जानना चाहता था कि वो क्या करने वाले हैं। जहां तक उन एक्स्ट्रा वोटों की बात है जो अंत में सामने आए, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि क्या हुआ। इस स्थिति का पैदा होना हमारी प्रोडक्शन टीम की विफलता है। ये खुद एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की भी विफलता है। इस प्रोग्राम के डायरेक्टर के तौर पर आज कंटेस्टेंट सरीना को चैंपियनशिप जीतते हुए न देख पाने का मुझे वाकई अफसोस है, लेकिन कंटेस्टेंट माँ अन्यून जीत पाई, इसके लिए मैं सच में खुश हूँ, क्योंकि मेरी नजर में उन दोनों की परफॉर्मेंस इस कंपटीशन को जीतने के लायक थी। जहाँ तक नतीजे की बात है, माँ अन्यून अभी भी इस राउंड की विनर है। मेरे दिल में वे दोनों ही चैंपियंस हैं। रेन चाओ के इन शब्दों को खत्म करने के बाद ऑडियंस से कुछ फुसफुसाहटें उठीं, लेकिन वे जल्दी ही शांत हो गईं। वे वोटिंग नंबर्स को लेकर शायद असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन वे माँ अन्यून और किंग लो की असली काबिलियत का सम्मान करते थे। वेन्यू फिर से शांत हो गया और तभी रेन चाओ ने अपनी बात जारी रखी। एक और चीज है जिसकी मुझे घोषणा करनी है, और वो ये कि न्यू सॉन्ग का ये सीजन आज यहीं खत्म होता है। मैं आपको देखने का एक संतोषजनक अनुभव प्रदान न कर पाने के लिए माफी चाहता हूँ। भविष्य में हम निश्चित रूप से कंपटीशन के फॉर्मेट में सुधार करेंगे। न्यू सॉन्ग के अगले सीजन में ऐसी कोई समस्या नहीं होगी।
भले ही इस सीजन ने कोई ऑफिशियल चैंपियन नहीं दिया, लेकिन मेरा मानना है कि असली चैंपियन आप में से हर एक के दिल में बसता है। रेन चाओ ने ये सब पूरी गंभीरता और ईमानदारी के साथ कहा और फिर हैरान और निराश चेहरे वाली ऑडियंस के सामने गहरा झुककर अभिवादन किया। तभी वे माफी मांगने वाले अंदाज में स्टेज पर मौजूद चारों लोगों की ओर मुड़े। उन चारों ने रेन चाओ को एक छोटी सी मुस्कान दी। उनके मन में उस फैसले को लेने के साहस के प्रति एक सम्मान था। आखिरकार हर किसी में वो हिम्मत नहीं होती जो उन्होंने दिखाई थी। न्यू सॉन्ग का अंत बस इस तरह हो गया, एक दमदार शुरुआत जिसका अंत कमजोर रहा। कोई चैंपियन नहीं। एंटरटेनमेंट के पूरे इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई प्रोग्राम ठीक से टेलीकास्ट पूरा किए बिना ही खत्म हो गया हो। ये अब तक का सबसे असफल प्रोग्राम था, साथ ही ये सबसे सफल भी था। इसी प्रोग्राम की वजह से ज्यादातर लोग जान पाए थे कि मैं कौन हूँ, और इसी प्रोग्राम ने कई ऐसे गाने दिए थे जो चार्ट्स पर छा जाने के काबिल थे। ऑडियंस के लिए ये दुख की बात थी, लेकिन उनके दिलों में चैंपियन पहले ही तय हो चुका था। सिटी स्टेडियम के बैकस्टेज में स्टाफ वेन्यू की सफाई कर रहा था। हम चारों और रेन चाओ एक तरफ खड़े होकर अपने सामने के मंजर को एक खामोश नुकसान के एहसास के साथ देख रहे थे। एक प्रोग्राम जो इतना अच्छा था बस इस तरह खत्म हो गया। उन शुरुआती दिनों की चमक उन सब के जहन में ताजा थी। किसी ने नहीं सोचा था कि इसका अंत ऐसा होगा। रेन चाओ खासकर उस पल में थोड़े बूढ़े लगने लगे थे। ये प्रोग्राम उनकी मेहनत का नतीजा था और बस पल भर में सब खत्म हो गया। ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि दोबारा कभी इतना रोमांचक कंपटीशन देखने को मिलेगा। इस मोड़ पर चारों जज भी अपना सामान समेटकर वहां आ गए। सू शाओएन रेन चाओ को काफी करीब से जानते थे। उन्होंने पस्त और पस्तहाल दिख रहे रेन चाओ को देखा और उनके कंधे पर थपकी दी। खुद पर ज्यादा सख्ती मत करो। अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो बस आगे के लिए चीजों को और पुख्ता कर लेना। रूल सही कर लो, बस उतना ही काफी होगा। रेन चाओ ने एक कड़वी हंसी के साथ अपना सिर हिलाया। काश ये इतना आसान होता, क्योंकि मैंने कंपटीशन को जल्दी खत्म करने के लिए मजबूर किया। पेनल्टी फीस ने इस सीजन की सारी कमाई खत्म कर दी है। अब मैं डायरेक्टर के अपने पद पर बना रह पाऊंगा या नहीं, इस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इतना सीरियस है? सू शाओएन दंग रह गए। जाहिर है उन्हें नहीं पता था कि हालात इतने गंभीर हैं। रेन चाओ ने हाथ हिलाकर बात टाल दी, जैसे वे इस पर और चर्चा नहीं करना चाहते हों। वहां मौजूद हर किसी ने एक दूसरे को देखा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। मैंने सरीना का हाथ थाम रखा था और अधेड़ उम्र के रेन चाओ को देख रहा था। उनके साहस और चरित्र के प्रति मेरे मन में और भी गहरा सम्मान जाग उठा। ऐसा फैसला ज्यादातर लोग सच में नहीं ले पाते। रेन चाओ ने भी उस अजीब माहौल को महसूस किया जो उनकी वजह से बन गया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे जो चाहो वो बात करो, मेरी स्थिति की चिंता मत करो। अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है ना? रेन चाओ के खुद ऐसा कहने पर हर कोई उस असहज माहौल से बाहर आ सका। किंग लू जो सबसे बड़े थे, उन्होंने सबसे पहले नया टॉपिक शुरू किया। उन्होंने मेरी ओर देखा और तारीफ भरे अंदाज में कहा, इस बार सबसे बड़ा सरप्राइज तुम थे। मैं अभी से इसकी कल्पना कर सकता हूँ। आने वाले सालों में चाइनीज म्यूजिक वर्ल्ड के शिखर पर एक सीट होगी जिस पर तुम्हारा नाम लिखा होगा। किंग लू की नजरें सच्ची सराहना से भरी थीं। और ये? इससे मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने प्रशंसा के लायक ऐसा कुछ नहीं किया था। ये सब उन लोगों का काम था जो मेरी मूल दुनिया में मुझसे पहले आए थे। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, शाओ चेन बीच में बोल पड़े। बिल्कुल, किंग लू एकदम सही कह रहे हैं। जेम्स रिवर्स, तुम इतने टैलेंटेड हो। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे कभी तुमसे गाना लिखवाने का सम्मान मिलेगा। वहां मौजूद सभी लोगों ने सू शाओएन की बात सुनी और उनकी आंखें चमक उठीं। वे सब मेरी ओर देखने लगे। वेटरन कलाकार होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से अपना एक बेहतरीन गाना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि उनके पास गानों की कमी थी, बल्कि उनके पास असाधारण गानों की कमी थी। वे अच्छी तरह समझते थे कि ये लड़का इतना खास क्यों है। असल में मैंने जो कुछ भी लिखा था वो टॉप टियर था। मैंने उनके चेहरों पर वो भूखी हुई अभिव्यक्ति देखी और जल्दी से हाथ हिलाया। आप सभी मेरे सीनियर्स हैं, कृपया इस तरह मेरी तारीफ न करें। अगर आगे चलकर मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से कोशिश कर सकता हूँ। तो ये तय रहा। सरीना, अब तुम जलना मत। मुझे तभी एहसास हुआ कि सू शाओएन काफी नेचुरल कॉमेडियन है। जैसे ही उनके शब्द खत्म हुए, सरीना का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। उसका हाथ अभी भी मेरे हाथ में था, जैसा कि शुरू से था। शाओ चेन की छेड़खानी सुनकर उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मैं जेम्स रिवर्स से नहीं जलूंगी। जब गाना लिखने की बात आती है तो उसका हमेशा अपना दिमाग होता है। शाओ चेन ने ये सिर्फ मजाक में कहा था, लेकिन सरीना को इतना संजीदगी से जवाब देते देख वे रुके और फिर सब हंस पड़े। उनमें से किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि स्टेज पर इतनी चमकने वाली सरीना असल जिंदगी में इतनी कोमल और मासूमियत से संजीदा इंसान होगी। ग्रुप इकट्ठा हुआ और कुछ देर तक बातें और हंसी मजाक चलता रहा। अलग होने से पहले रेन चाओ और किंग लू सहित सभी जजों ने मुझे वी चैट पर ऐड किया।
जहाँ तक माँ अन्यून की बात है, उसने मुझे ऐड नहीं किया, लेकिन उसने सेरेना को दोस्त के तौर पर ऐड कर लिया। कंपटीशन के इन 2 राउंड्स के बाद वे दोनों एक दूसरे से काफी अच्छी तरह परिचित हो गए थे। पूरा ग्रुप स्टेडियम से बाहर निकला और अपने अपने रास्ते चल दिया। आमतौर पर इंडस्ट्री के रिवाज के मुताबिक जब कोई प्रोग्राम पूरी तरह खत्म होता है तो हर कोई रैप पार्टी के लिए इकट्ठा होता है और प्रोग्राम के सफल समापन का जश्न मनाता है। लेकिन इस बार शो के अप्रत्याशित अंत के कारण रैप पार्टी कभी नहीं हुई। जब माँ अन्यून कंपनी की वैन में बैठी तो उसने खिड़की से देखा कि सेरेना और मैं अपनी कार में बैठते समय बात कर रहे थे। फिर हमारी कार उसकी कार से आगे निकल गई। कार को एग्जिट से ओझल होते देख माँ अन्यून के चेहरे पर सोचमग्न और थोड़ी दूर की अभिव्यक्ति थी। वो सच में सेरीना से ईर्ष्या करती थी। उसने सोचा कि सेरीना टैलेंटेड थी, उसका व्यक्तित्व शानदार था और वो सुंदर थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके पास एक अच्छा पति था। अभी जब वे सब साथ बात कर रहे थे, कमरे में एक किंग सहित इतने सारे वेटरन कलाकार मौजूद थे, और फिर भी हर बातचीत घूम फिरकर मेरी ही तरफ आ रही थी। वो और सेरीना दोनों एक ही कंपटीशन के कंटेस्टेंट्स थे, लेकिन साफ तौर पर वे दोनों अब एक ही लेवल पर नहीं थे। इसकी वजह ये थी कि सेरीना के पास मैं था और वो खुद उसके पीछे सिर्फ एक कंपनी थी जो फिल्म और टेलीविजन की ओर बहुत ज्यादा झुकी हुई थी। हर किसी की अपनी मुश्किलें थीं, वो भी कोई अलग नहीं थी। इस तरह से नए गाने का अंत अनपेक्षित होने पर जब वो वापस जाएगी तो उसे 3rd टियर आर्टिस्ट के रूप में अपनी पोजीशन के लिए लगातार मेहनत करनी होगी। दूसरी तरफ जैसे ही हम दोनों अपार्टमेंट वापस लौटे, मिस क्लेयर अपनी बाहों में डॉक्यूमेंट्स का ढेर लेकर आईं। उसमें हर तरह के मामले थे, एल्बम प्रोड्यूस करना, उसे प्रमोट करने के लिए पब्लिसिटी रन, फैन मीट एंड ग्रीट इवेंट्स, हर तरह की चीजें। सुकून के दिन अब दूर और दूर होते जा रहे थे। जब मैंने डॉक्यूमेंट्स का वो भारी ढेर देखा तो मैं सेरीना के लिए अपने माथे को मलने से खुद को रोक नहीं पाया। सेरीना और मिस क्लेयर सोफे पर बैठकर शांति से सब कुछ एक साथ देख रही थीं। मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मैं मुड़ा और किचन में चला गया। ये सेरेना का करियर था। जब तक वो खुश थी बस वही मायने रखता था। मिस क्लेयर, मेरे लिए इन कुछ एड्स को मना कर दीजिए। ये दूसरे 2 मैं ले सकती हूँ, लेकिन प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी पहले वेरीफाई होनी चाहिए, और ये एल्बम रिलीज होने के बाद ही होगा, तभी मेरे पास शूटिंग के लिए समय होगा। सेरीना बोलते समय ढेर को देख रही थी। माथा थोड़ा सिकोड़ा हुआ था। उसने कुछ एडवर्टाइजमेंट इन्विटेशंस बाहर निकाले। हर वो एड जिसमें जरा सी भी संदिग्ध चीज थी उसे उसने फ्लैग कर दिया। मिस क्लेयर ने टेबल से उन फ्लैग किए हुए एड्स को उठाया और उन्हें ध्यान से देखा। फिर उनके चेहरे पर चिंता की एक लकीर उभरी। क्या हमें वाकई इन्हें मना कर देना चाहिए? इनमें से 2 एडवर्टाइजर्स कंपनी के बड़े कोऑपरेटिव पार्टनर्स हैं। अगर हम उन्हें मना करते हैं तो मुझे डर है कि कंपनी के अंदर कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होगा। मिस क्लेयर, ज्यादा मत सोचिए, उन्हें मना कर दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ तौर पर लिखा है, कोई इशू नहीं है। और एल्बम के कॉपीराइट को भी मत भूलिए, हमें उसे अपने हाथों में ही रखना है। सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगा। यिंग है को भी कोई नुकसान नहीं होगा। इससे पहले कि सेरीना अपनी बात पूरी कर पाती, मैं किचन के दरवाजे पर स्पैटुला हाथ में लिए खड़ा था और अपनी बात जोड़ दी। यिंग है एंटरटेनमेंट के साथ रिश्ता एक पार्टनरशिप है, न कि ओनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट। इस बात की चिंता क्यों करनी कि वे क्या सोचते हैं। ये सुनकर मिस क्लेयर और सेरीना दोनों ने एक साथ ऊपर देखा। मिस क्लेयर ने मुझे इतना कॉन्फिडेंट देखकर सिर हिलाया। अगर वे दोनों खुद अपनी बात पर अड़े थे तो वो स्वाभाविक रूप से और कुछ नहीं कहेंगी। सेरीना को अपने दिल में एक गर्माहट महसूस हुई जब तक कि मैं वहां था। अगले दिन वीकेंड पर शहर के मामले निपटाकर मैं अपने होम सिटी वापस आ गया। सेरीना का शेड्यूल और बिजी होता जा रहा था। अब समय था मिया को उसकी स्नैक डिस्पेंसिंग बेबीसिटर की भूमिका से फ्री करने का। सेरीना के सबसे महत्वपूर्ण राइट हैंड लोगों में से एक के रूप में मैं उसे अपनी तरह एक बेबी स्लेव बनकर नहीं रहने दे सकता था। जब मैं घर पहुंचा, मिया सोफे पर छोटे विली को अपनी बाहों में लिए कार्टून देख रही थी। दोनों के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी और टेबल पर स्नैक्स का एक बड़ा ढेर फैला हुआ था, जिसे देखकर मेरे माथे पर 3 गहरी चिंता की लकीरें आ गईं। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर सोफे पर बैठे उन दोनों ने अपनी गर्दन घुमाई। एक ही समय में अपने सिर घुमाए। जैसे ही लिली ने मुझे देखा, वो खिलखिला उठी और मिया की बाहों से गिरती पड़ती मेरी बाहों में आ गई। मैंने उसे गोद में उठा लिया। स्वाभाविक रूप से मुझे यकीन नहीं था कि ये सिर्फ मेरा इमेजिनेशन था या नहीं, लेकिन उस पल में मुझे लगा कि लिली का वजन थोड़ा बढ़ गया है। मिया भी खड़ी हो गई और मेरी तरफ एक गर्व भरे और सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ देखा, जैसे वो कह रही हो, देख लो, चाहे वो सेरीना हो या छोटी लिली, मैं उन दोनों को अच्छे से खिला पिलाकर हेल्दी रख सकती हूँ। मेरे पास जवाब देने की एनर्जी नहीं थी। मैं बस ईमानदारी से इतना ही कह सका, तुमने बहुत बड़ी सर्विस दी है, अब वापस जाओ, तुम्हारी सेरीना को अब तुम्हारी जरूरत है। मेरी बात सुनकर मिया ने तुरंत अपने हाथ कमर पर रख लिए और उसे खुद पर बहुत गर्व महसूस हुआ।
फिर उसने जल्दी से अपना सामान समेटा, अपना सिर ऊंचा और कंधे सीधे करके एकदम कॉन्फिडेंस में खड़ी हुई और मुझे हैरान छोड़ते हुए मेरे पास से गुजर गई। उसने एक कूल वेव दिया और स्टाइल के साथ बाहर निकल गई। पीछे बस अपना एक इनविंसिबल पीछे हटता हुआ फिगर छोड़ गई। मेरा मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हुआ। तुम्हें बाहर तक छोड़ने की जरूरत नहीं है। माया को जाते हुए देखते हुए ऐसा लग रहा था मानो कहीं अनदेखी जगह से एक गाना बज रहा हो, बीइंग इनविंसिबल। कितना भयानक भयानक अकेलापन है। आखिर में मुझे लिली को गोद में उठाकर माया के पीछे भागना ही पड़ा और उसे ट्रेन स्टेशन तक छोड़ने जाना पड़ा। अगले 1 महीने के दौरान मुझे आखिरकार सांस लेने की थोड़ी जगह मिली। उस दौरान लिली को रोजाना स्कूल छोड़ने और लाने के अलावा मैं घर पर ही रहा और द आउटकास्ट की स्क्रिप्ट पर काम करता रहा। मैं पूरी तरह से एक सॉलिड और भरोसेमंद होमबडी बन गया था। इस बीच सेरीना दिन ब दिन और बिजी होती जा रही थी। उस दौरान जब वो कंपनी में रिकॉर्डिंग नहीं कर रही होती थी तो वो प्रमोशनल अपीयरेंस के लिए दौड़ भाग कर रही होती थी। शॉर्ट में कहूँ तो सुबह से रात तक उसके पास बेसिकली कोई डाउन टाइम नहीं था। इसका मतलब था कि वो हर रात सोने से पहले केवल वीडियो कॉल पर ही मुझसे बात कर पाती थी। वीडियो कॉल पर हम दोनों दिन भर में हुई छोटी छोटी बातों के बारे में बात करते थे। जिक्र करने लायक बात ये थी कि सेरीना के टॉप टियर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से यिंगहाई एंटरटेनमेंट के अंदर कुछ लोग वाकई में बड़बड़ा रहे थे, खासकर तब जब सेरीना ने कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज को मना कर दिया था। उसकी पीठ पीछे होने वाली ये बातें और भी तेज हो गई थीं। हालांकि इन सभी शिकायतों को उस चर्चा बस की लहर ने दबा दिया था जो सेरीना ने हाल ही में पैदा की थी, और कंपनी के चेयरमैन डेविड यांग ने भी कंपनी के अंदर हो रही इन फालतू बातों पर स्पष्ट रूप से रोक लगा दी थी। उनका स्टैंड सिंपल था, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलेगा। सितंबर का महीना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महीना होने वाला था। सेरीना का प्रमोशनल कैंपेन काफी सक्सेसफुल रहा था। इंटरनेट अब सेरीना के नए एल्बम की खबरों से भरा हुआ था। एल्बम में द विंड राइजेस, करेज, सी ऑफ फ्लावर्स और न्यू सॉन्ग में आए अन्य गानों की एक सीरीज शामिल थी। रिपोर्ट के अनुसार इसमें एक बिल्कुल नया गाना भी था जिसे दर्शकों ने पहले कभी नहीं सुना था। इसने नेटिजन्स को एल्बम की रिलीज के लिए बेसब्री से काउंटडाउन करने पर मजबूर कर दिया था। सेरीना का वीबो भी ठीक समय पर अपडेट हो गया था। गेट नॉट लैंड्स अबाउंड इनटू स्ट्रीम एंड वाटर आधिकारिक तौर पर 1 अक्टूबर को रात 8 बजे हुयिन प्लेटफॉर्म पर ड्रॉप होगा। क्योंकि सेरेना का मोमेंटम इतना बड़ा था कि कई अन्य आर्टिस्ट जिन्होंने मूल रूप से 1 अक्टूबर को अपना नया म्यूजिक रिलीज करने का प्लान बनाया था, उन्होंने चुपचाप अपनी डेट रीशेड्यूल कर ली। उनका रुख ये था कि वे कुछ नहीं कर सकते। आप एक हारने वाली जंग नहीं लड़ सकते। सेरीना के आने से चाइनीज म्यूजिक वर्ल्ड का बैलेंस बिगड़ गया था। हर कोई वजह जानता था और अभी कोई इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसके पीछे यिंगहाई एंटरटेनमेंट के अलावा एक ऐसा आदमी खड़ा था जो किसी फिनोमेनन से कम नहीं था। वापस आने के दूसरे दिन ही मुझे कई कंपनियों से कमीशन रिक्वेस्ट मिलनी शुरू हो गई थी। टीएनमे एंटरटेनमेंट भी उनमें से एक थी। वे जो कीमतें ऑफर कर रहे थे वे काफी लुभावनी थी, लेकिन मैंने उनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। सेरीना का एल्बम ड्रॉप होने वाला था और ऐसे समय में दूसरे लोगों के लिए गाने लिखना किसी बेवकूफी से कम नहीं होता। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में चाहे कितनी भी उथल पुथल मची हो, चाहे उसमें कैसी भी हलचल हो, मेरी अपनी लाइफ शांत और बिना किसी हड़बड़ी के चल रही थी। 20 सितंबर को मैंने आखिरकार द आउटकास्ट के सीजन 1 की पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली थी। चेन फॉन्ग ने प्रोग्रेस के बारे में पूछने के लिए पहले कॉल किया था। अब मैं आखिरकार उसे एक कंप्लीट स्क्रिप्ट दे सकता था। अगली सुबह लिली को स्कूल छोड़ने के बाद मैंने चेन फॉन्ग से कांटेक्ट किया और उसी स्टूडियो की ओर निकल गया जहां हमने पहले काम किया था। भले ही वो एक ही शहर में था, लेकिन चेन फॉन्ग का स्टूडियो मेरे घर से काफी दूरी पर था। उस जानी पहचानी कमर्शियल बिल्डिंग तक पहुंचने में मुझे 40 मिनट से ज्यादा का समय लगा। 6ठी मंजिल पर चेन फॉन्ग पहले से ही ऑफिस में इंतजार कर रहा था। जब मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और अपनी बाह के नीचे एक मोटा फोल्डर लेकर अंदर गया तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। क्या ये वाकई वही पुराना और खस्ताहाल स्टूडियो था? पिछली बार जब मैं आया था तो फर्श पर बियर के खाली कैन बिखरे हुए थे और जगह बिल्कुल खाली और सूनी लग रही थी। उस नजारे ने मुझ पर काफी गहरा असर छोड़ा था। लेकिन अब स्टूडियो की खिड़कियों पर हरे भरे पौधों के गमले रखे थे जो काफी वाइब्रेंट लग रहे थे। नए डेस्क साफ सुथरी लाइनों में व्यवस्थित थे। 20 से ज्यादा स्टाफ मेंबर्स अपने स्टेशंस पर बिजी थे। चेन फॉन्ग के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी और उसने दरवाजे पर ही अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। भाई कैसा लगा? बुरा नहीं है ना? एकदम असली लग रहा है ना? मैंने अपना सिर घुमाया और काफी देर तक चेन फॉन्ग को घूरता रहा। फिर मैंने बस एक बात कही, तुमने अपनी सारी सेविंग्स खत्म कर दी। चेन फॉन्ग ने अपने सिर के पीछे खुजलाया और झेंपते हुए हंसा, फिर जल्दी से मुझे अंदर के ऑफिस की ओर खींचने लगा। चलते हुए उसने अपनी आवाज धीमी रखी। शश, धीरे बोलो। सारी सेविंग्स खत्म कर दी? ऐसा भी नहीं है। हालांकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये काफी मुश्किल रहा है। तुम यहाँ जो देख रहे हो वो सब ऊपरी दिखावा है। सच तो ये है कि एक बार जब एनिमेशन का प्रोडक्शन असल में शुरू होगा तो अभी मेरे पास जो पैसा है वो भी शायद काफी नहीं होगा।
मैंने थोड़ा हैरान होकर अपनी भवें से कोड़ी। यार, तुम दिखावा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना? वैसे सच कहूँ तो तुम्हारा चेहरा पहले से ही काफी गोल है, दिखावे से काम नहीं चलने वाला। मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हारे पास असल में कितना पैसा है? 5 मिलियन? क्या? मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। मेरी आवाज तुरंत तेज हो गई, जिससे कमरे में मौजूद हर स्टाफ मेंबर मुड़कर मेरी तरफ देखने लगा। अच्छा हुआ कि मैंने अभी भी अपना मास्क पहना हुआ था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पहचाना नहीं। धीरे बोलो, मैं जानता हूँ कि ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया है। 5 मिलियन आखिरी चांस है जो वे मुझे दे रहे हैं। ओल्ड जियांग, सब कुछ इसी पर टिका है। मेरा पूरा फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है। मेरा मुंह थोड़ा टेढ़ा हुआ। मैंने चेन फोंग की तरफ ऐसे एक्सप्रेशन के साथ देखा जैसे कोई अपनी लाइफ के सभी चॉइस पर सवाल उठा रहा हो। 5 मिलियन, और फिर भी वो इसे काफी नहीं बता रहा था और कह रहा था कि शायद ये कवर न हो पाए। यार, क्या तुम मुझे ये बताने वाले हो कि अगर ये फेल हो गया तो तुम्हारे पास वापस घर जाने और अपने परिवार की 100 मिलियन की नेशन वाइड चेन ऑफ सुपरमार्केट संभालने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ। इसी तरह मुझे अब पूरा यकीन हो गया था कि मेरा पुराना सेल्फ जरूर पागल रहा होगा जो इस बंदे के लिए बुरा महसूस किया। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और हम दोनों ऑफिस के अंदर चले गए। मैं एक चेयर पर बैठ गया और चेन फोंग को शांत नाराजगी भरी नजरों से देखा। मैं बस इतना कह रहा हूँ, यार तुम एक अमीर किड हो, तुम उन 2 घटिया लोगों के हाथों कैसे बेवकूफ बन गए? मेरा ये सवाल सुनकर चेन फोंग सीधा होकर बैठ गया। उसने मेरे लिए 1 कप गर्म पानी डाला और ऐसा करते हुए बोला, ठगा जाना मेरी अपनी प्रॉब्लम थी। इसका इससे कोई लेना देना नहीं था कि मेरी फैमिली के पास कितना पैसा है। और ईमानदारी से कहूँ तो भले ही मैंने वोंग जुन को पूरी तरह बेकार कहकर कचरे में डाल दिया हो, लेकिन उसके पास वास्तव में कुछ असली एबिलिटी थी। उसकी प्रोफेशनल स्किल्स सॉलिड थी और उसकी फैमिली सिचुएशन भी खराब नहीं थी। चेन फोंग ने पानी का एक घूंट लिया और एक फीकी मुस्कान दी। ओल्ड जियांग, तुम जानते हो कि ये कैसा होता है? जब तुम किसी को गाली दे रहे होते हो तो तुम्हारा पूरा फोकस उसे नीचा दिखाने पर होता है, लेकिन असलियत में वो उतना बेकार नहीं था जितना मैंने उसे बताया था। ये सुनकर मैंने सिर हिलाया। चेन फोंग की बात में दम था। जहाँ तुम गिरे हो वहीं से वापस उठना। मुझे चेन फोंग का ये माइंडसेट पसंद आया। तो जब तुमने कहा कि 5 मिलियन काफी नहीं हो सकते, तो वहाँ क्या सिचुएशन है? इस दौरान मैंने सिर्फ ये देखा कि एनिमेशन स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती हैं। मैं एनिमेशन प्रोड्यूस करने के डिटेल प्रोसेस से उतना वाकिफ नहीं हूँ। चेन फोंग ने मुझे सीरियस होते देख खुद भी सीरियस हो गया। उसने तुरंत समझाना शुरू किया, ओल्ड जियांग, तुम एनिमेशन इंडस्ट्री को नहीं जानते। ये किसी भी और चीज की तुलना में पैसा बहुत तेजी से जलाता है। बस एक एवरेज टियर का एनिमेटेड शो बनाने में लगभग 10 मिलियन का प्रोडक्शन कॉस्ट आता है। एनिमेटेड शो बनाना उतना सिंपल नहीं है जितना लोग इमेजिन करते हैं। शुरुआती स्टेज में तुम्हें प्लानिंग, स्क्रिप्टिंग, विजुअल डिजाइन, सीन डिजाइन, कैरेक्टर डिजाइन और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। इन सब के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स होते हैं। रुको 1 मिनट, मैंने चेन फोंग को उसका लंबा मोनोलॉग शुरू करने से पहले ही काट दिया। जैसे ही मैंने 10 मिलियन सुना, मेरा सिर चकराने लगा। मैं जानता था कि एनिमेशन महंगा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह पैसा फूंकेगा। और अब चेन फोंग ये सारी टेक्निकल डिटेल्स मुझ पे फेंक रहा था। मैं भला इन सब का क्या मतलब निकालता? बेशक मैं एक दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान था, लेकिन मैं उस ऑल नोइंग सिस्टम के साथ नहीं आया था जो क्रॉसओवर प्रोटैगोनिस्ट्स के पास होता है। मैं हर चीज में एक्सपर्ट नहीं था। यार, इसे सिंपली कहो, तुम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो रहे हो। मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। सीधी सी बात है, तुम्हें सही स्क्रिप्ट चुननी होती है और कंपनी और ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म के मानकों पर खरी उतरनी चाहिए। चीनी एनिमेशन पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ नियम और जरूरतें ज्यादा सख्त हैं। चेन फोंग ने सिर खुजलाया और थोड़ा और सरल तरीके से समझाने लगा। एक बार स्क्रिप्ट रिव्यू पास कर ले तो आप दर्शकों और बाजार की मांग को देखते हैं और उसके अनुसार एनिमेशन तैयार करते हैं। एनिमेशन बनाते समय आप सबसे पहले किरदारों के डिजाइन, उनके कपड़े, व्यक्तित्व और आवाज को फाइनल करते हैं। फिर आप वो संगीत तैयार करते हैं जो एनिमेशन के माहौल और फील से मेल खाता हो। इन 2 स्टेप्स के बाद ही असल में जटिल एनिमेशन प्रोडक्शन शुरू होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि एनिमेशन प्रोडक्शन का हर एक मिनट पैसा फूकने जैसा है, और जब एनिमेशन बनकर तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर प्रमोशन का भारी भरकम खर्च आता है। इसलिए कभी भी किसी छोटे एनिमेटेड शो को कम मत समझना। उसका हर एक फ्रेम बजट जलाकर बनता है। चेन फोंग की ये बातें सुनकर मैं गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद मैंने सिर उठाकर पूछा, यार, तुमने कहा कि एक औसत एनिमेटेड शो में भी 10 मिलियन लग जाते हैं, तो तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? चेन फोंग ने अपने दोनों हाथ फैलाए। एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, पर हमारे खर्च काफी कम हो जाएंगे। पहला, स्क्रिप्ट की कोई लागत नहीं है। ओरिजिनल कंटेंट पूरी तरह हमारे अपने हाथ में है। दूसरा,
जब एनिमेशन प्रमोट करने का समय आएगा तो मुझे तुम्हारी और तुम्हारी स्टार पत्नी की मदद चाहिए होगी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम दोनों अभी अपनी लोकप्रियता के चरम पर हो। समय आने पर अगर तुम दोनों ने शो के किरदारों का कैजुअल कॉस्प्ले भी कर लिया तो ट्रैफिक आसमान छू जाएगा। चेन फोंग मन ही मन हंसने लगा। मैंने अपने होंठ भींच लिए। इस गोल मटोल आदमी ने काफी आगे की प्लानिंग कर रखी थी। ठीक है, जब तुमने इतना सब सोच ही लिया है तो स्क्रिप्ट तुम्हारी है, इसके साथ जैसे चाहे काम करो। बस एक शर्त है, इस शो के साथ कोई नाइंसाफी मत करना। इसे मैंने एक एक शब्द करके बहुत समय लगाकर लिखा है। ये दूसरी दुनिया का एक खजाना है। अगर मुझे वाकई चेन फोंग पर भरोसा नहीं होता तो मैं ऐसी चीज उसे कभी नहीं सौंपता। चेन फोंग ने वो फाइल ली, उसे खोला और ध्यान से पढ़ने लगा। एक नजर देखते ही वो पूरी तरह स्क्रिप्ट में खो गया। कहानी के उतार चढ़ाव ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। एक प्रोफेशनल के नजरिए से देखूं तो मैंने हर सीन, हर किरदार के व्यक्तित्व और छोटी छोटी बारीकियों को बखूबी उकेरा था। यहाँ तक कि किरदारों के बीच का हर संवाद एनिमेशन के दृष्टिकोण से लिखा गया था। जैसे जैसे चेन फोंग पढ़ता गया उसकी मुस्कान चौड़ी होती गई। ऐसी स्क्रिप्ट के साथ उसे अपनी सफलता का पूरा यकीन हो गया था। 1 घंटे बाद वो झटके से खड़ा हुआ और सीधे मेरी आंखों में देखा। ओल्ड जंग, फिक्र मत करो, ये स्क्रिप्ट और मेरी एक्सपर्टीज मिलकर कमाल कर देंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली। मैंने इंटरनेट से सीख कर ये स्क्रिप्ट लिखी थी। अब जब चेन फोंग ने इसे अपनी मंजूरी दे दी थी तो इसका मतलब था कि मैं गलत नहीं था। मैं मुस्कुराया, खड़ा हुआ और उसके कंधे को मजबूती से थपथपाया। ठीक है, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। दी आउटकास्ट की स्क्रिप्ट सौंपने के बाद मेरे सीने से एक और बोझ उतर गया था। मैंने घड़ी देखी और कहा, दोपहर होने वाली है, चलो लंच करते हैं। इस बार मेरी तरफ से ट्रीट है। अमीरजादे, जो चाहे खा लेना, पर खाने से पहले तुम्हें इस पर साइन करना होगा। चेन फोंग हंसा और अपनी डेस्क की दराज से एक डॉक्यूमेंट निकालकर मुझे थमाया। मुझे अंदाजा नहीं था कि अब वो कौन सी नई चाल चल रहा है। मैंने हैरानी से वो कागज लिया और उस पर नजर डाली। सबसे ऊपर बड़े और बोल्ड अक्षरों में लिखा था, इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट, इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट। मेरे माथे पर तुरंत बल पड़ गए। मैंने नाराजगी भरे लहजे में चेन फोंग की ओर देखा। यार, इसका क्या मतलब है? चेन फोंग का चेहरा बिल्कुल गंभीर था। ओल्ड जंग, गलत मत समझना। क्या मैंने तब नहीं कहा था? तुम मेरे साथ काम करो, मैं कंपनी की आधी हिस्सेदारी, इक्विटी तुम्हारे नाम कर दूंगा। अब ये स्क्रिप्ट तुम्हारी है और इस एनिमेशन के सपने को जिंदा रखने की उम्मीद भी तुमने ही दी है, तो स्वाभाविक रूप से आधी हिस्सेदारी तुम्हारी है। ये बकवास बंद करो यार। मैंने तुम्हें ये स्क्रिप्ट इसलिए दी क्योंकि मैं अपने भाई को हारते हुए और अपना सपना खोते हुए नहीं देखना चाहता था। अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मुझे वापस दे दो, मैं अभी इसे लेकर चला जाऊंगा। मैंने आंखें सिकाड़ी और वो एग्रीमेंट वापस उसकी तरफ उछाल दिया। मैं उसकी अच्छी नीयत समझता था, पर मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आज तुम्हें इस पर साइन करना ही होगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो। साइन करो वरना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ऊपर कंपनी का नाम देखो। अगर तुम्हें अपने लिए नहीं चाहिए तो इसे लिली के लिए एक तोहफा समझ लो। लिली बड़ी हो रही है और उसके इस चाचा ने अब तक उसे एक भी गिफ्ट नहीं दिया है। इतना कहते ही मैंने देखा कि चेन फोंग फर्श पर गिर पड़ा। उसने मेरी पैंट का कोना पकड़ लिया और नाटक करते हुए जोर जोर से रोने लगा। मेरे होंठ अनजाने में फड़फड़ाने लगे। मैंने लोगों को पैसे उधार मांगने के लिए रोते देखा था, पर पैसे देने के लिए रोते हुए पहली बार किसी को देख रहा था। और इस आदमी ने ये पैंतरा कब सीखा? अगर लिली खुद यहाँ होती तो वो भी इस पैंतरे के आगे हार मान लेती। चेन फोंग को एक बच्चे की तरह फर्श पर बैठकर मेरी पैंट पकड़कर नखरे करते देख मैंने अपना माथा पकड़ लिया। मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी कोई हरकत करेगा। फर्श पर बैठे बैठे ही उसने तिरछी नजर से मुझे देखा और अपनी मुस्कान दबाने की कोशिश की, पर जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी उसने तुरंत अपना चेहरा मासूम और दुखी बना लिया। मैंने हार मान ली? तुम वाकई एक मुसीबत हो। मैं हार गया। पहले खड़े हो जाओ, फर्श से उठोगे तभी बात होगी। अगर वहीं बैठे रहे तो मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर चेन फोंग ने मेरी तरफ देखा और ये भांप लिया कि मैं मजाक नहीं कर रहा था, तो वो तुरंत खड़ा हो गया। चेहरे पर बेशर्मी भरी मुस्कान लिए उसने एग्रीमेंट वापस मेरे हाथों में थमा दिया। ओल्ड जंग, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। एक बार फिर से देख लो, मेरा मतलब समझो, इस बारे में सोचो। स्क्रिप्ट तुम्हारी है और बाद में प्रमोशन के लिए भी हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचना चाहते तो कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। अगर हम इस तरह से काम नहीं करेंगे तो मुझे कैसा महसूस होगा? बोलते बोलते उसने डेस्क से पेन उठाया और मिन्नत भरी नजरों से मेरी ओर बढ़ाया। मैंने उसकी ईमानदारी देखी और समझ गया कि यहाँ मुझे कुछ तो करना ही होगा। बिना कुछ दिए इतनी बड़ी हिस्सेदारी लेना मेरे उसूलों के खिलाफ था।
पर मेरे पास एक ऐसा हल था जिससे हम दोनों का काम बन जाता। ठीक है, मैंने एग्रीमेंट उठाया और उसे गौर से देखा। उस पर चेन फोंग के साइन और कंपनी की मुहर थी, 50% हिस्सेदारी। पर जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा वो था कंपनी का नाम, शी एनिमेशन। मैंने चेन फोंग को तिरछी नजरों से देखा। नाम देखते ही मैं सब समझ गया। इस आदमी ने ये सब बहुत पहले से प्लान कर रखा था। ये पूरा जाल शायद मुझे ही फंसाने के लिए बिछाया गया था। यार, नाम के लिए मैं साइन कर दूंगा, पर एक शर्त पर। मैं इसमें अपनी तरफ से कैपिटल पूंजी भी लगाऊंगा। तुम्हारे पास पैसों की थोड़ी तंगी है ना, तो फिर मैं भी इसमें 5 मिलियन लगाऊंगा। अगर हम ये कर रहे हैं तो ढंग से करेंगे। चेन फोंग को बोलने का मौका दिए बिना मैं बोलता गया, पर मेरे पास अभी इतना कैश नहीं है। मुझे थोड़ा समय दो, अगले महीने के आखिर तक इंतजाम हो जाएगा। तब तक तुम शुरुआती काम में अपने पैसे लगाओ। चूंकि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने एक इन्वेस्टर के तौर पर जुड़ने का फैसला किया। मेरे पास अभी कैश नहीं था, पर अगले महीने मेरी पत्नी के पास पैसे होंगे। एक बार एल्बम की सेल के आंकड़े आ गए तो पैसा काफी अच्छी मात्रा में आने लगेगा। चेन फोंग चुपचाप खड़ा रहा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, पर अंत में उसने कुछ नहीं कहा। मेरे साइन करना ही उसके लिए काफी था। साइन होने के बाद उसने एग्रीमेंट फाइल में रख दिया। अब बस बिजनेस रजिस्ट्रेशन अपडेट करना बाकी था। आधा काम निपट चुका था। चेन फोंग के चेहरे पर आखिरकार एक बड़ी सी खुशी आई और उसने ऑफिस से बाहर निकलते वक्त मेरे कंधे पर हाथ रखा। अरे ओल्ड जंग, चलो, आज मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगा और इसी बहाने मैं तुम्हें कंपनी के खास लोगों से मिलवा देता हूँ। इसे प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले की एक आधिकारिक कंपनी डिनर समझ लो। मैंने सिर हिलाया। अब तकनीकी रूप से मैं भी इस कंपनी का हिस्सा था। लोगों को जानना जरूरी था। ऐसा लग रहा था कि एक हाउस हस्बैंड बनकर गुमनामी की जिंदगी जीने का मेरा सपना अब धीरे धीरे हाथ से फिसलता जा रहा है। मैंने मन ही मन एक आह भरी। मैंने बस एक आम इंसान बनकर रहना चाहा था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वाकई जैसा कहते हैं, काबिलियत जितनी बड़ी होती है, जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। मैं चेन फोंग के ऑफिस से बाहर निकला। बाहर स्टाफ काम में लगा हुआ था। चेन फोंग ने गलियारे में खड़े होकर अपने हाथ में पकड़ी स्क्रिप्ट लहराई और जोर से ताली बजाकर सबका ध्यान खींचा। स्टाफ ने अपना काम रोका और हमारी तरफ देखने लगा। बाकी केबिनों से 5 लोग और बाहर आए। जब उन्होंने मेरा चेहरा देखा तो उनमें से कई एक पल के लिए जैसे जम से गए, फिर उनकी आंखों में चमक आ गई। चेन फोंग ने सबको इकट्ठा देखा और मुस्कुराते हुए चिल्लाया, सब लोग एक पल के लिए काम रोक दें। मैं आप सबको अपने एक साथी से मिलवाना चाहता हूँ। आप में से कई लोग सोच रहे थे कि हमारी कंपनी का नाम शी एनिमेशन क्यों है। अब आप समझ जाएंगे। मेरे बगल में जो खड़े हैं वे इंटरनेट पर तहलका मचाने वाले गीतकार जेम्स रिवर हैं। वे भी मेरी तरह कंपनी के 2 सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में से एक हैं। और एक और खुशखबरी है, हमारे पास एनिमेशन स्क्रिप्ट आ गई है। जो स्क्रिप्ट मैंने अभी पकड़ी है, इसी पर आज से हम काम शुरू करेंगे। सबको बहुत मेहनत करनी होगी। मैं आप सबका पहले ही शुक्रिया अदा करता हूँ। आज लंच मेरी तरफ से है, चलो जमकर दावत उड़ाते हैं। चेन फोंग के चुप होते ही पूरे कमरे में तालियों और शोर की गूंज उठी। स्टाफ अभी नया था और उन्हें कंपनी के भविष्य की चिंता थी, क्योंकि शुरुआती दिनों में कोई खास काम नहीं था। चेन फोंग की सैलरी से वे खुश थे, पर डर था कि कहीं कंपनी बंद न हो जाए। पर अब उनके सामने देश का सबसे चर्चित नाम खड़ा था। सबको अचानक कंपनी का भविष्य उज्जवल लगने लगा। चेन फोंग ने रेस्टोरेंट बुक करने का निर्देश दिया और मुझे उन 5 लोगों के पास ले गया जो केबिन से बाहर आए थे। उन 5 में 3 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। 4 काफी युवा थे, लगभग 20 साल के आसपास, और सिर्फ एक व्यक्ति 30 की उम्र पार कर चुका था। वे दोनों युवतियां क्लासिक एनिम प्रेरित कपड़ों, एनिमे इंस्पायर्ड आउटफिट्स में थीं, दिखने में बहुत प्यारी और मासूम, और वे जुड़वा थीं। मैंने चेन फोंग को फिर से तिरछी नजरों से देखा। क्या ये आदमी फिर से कोई गड़बड़ करने वाला था? सच कहूं तो पिछली बार जब चीजें बिगड़ी थीं, तो इसी तरह के एनिम लुक की वजह से ही मेरा इंप्रेशन खराब हुआ था। चेन फोंग ने परिचय शुरू किया। उसने मुझे आगे बढ़ाते हुए कहा, ये मेरा सबसे करीबी भाई है। फिर उसने एक एक करके दूसरों का परिचय कराया। ये 2 बहनें चू सियन और चू सियांग हैं। एक एनिमेशन डायरेक्टर है और दूसरी आर्ट डायरेक्टर। ये दोनों विजुअल स्टाइल, कैरेक्टर डिजाइन और बैकग्राउंड डिजाइन संभालती हैं। ये 2 ताओ जिन और दुआन हीपिंग हैं। इन्हें मैंने यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट से बहुत मेहनत के बाद चुना है। ये फोटोग्राफी और म्यूजिक देखते हैं। और ये हैं भाई हंगवे फू होंगी, एक पुराने दोस्त। वो प्रोडक्शन की देखरेख करते हैं, साधारण लाइनों में स्टोरी बोर्ड ब्रेकडाउन तैयार करते हैं और किरदारों की मूवमेंट और सीन स्टेजिंग पर दिशा निर्देश देते हैं। चेन फोंग के परिचय खत्म करने के बाद मैंने मुस्कुराते हुए उन सभी से हाथ मिलाया। क्यूयन चुईयन और क्यूयोंग चियांग की आंखें और भी चमक उठीं और वे सबसे पहले बोली, जेम्स रिवर,
भले ही हम एनिमेशन में काम करते हैं, पर हम दोनों सेरेना के बहुत बड़े फैन हैं। हम उनके हर गाने को सुनते आए हैं। सही कहा, बिल्कुल सही। सच तो ये है कि हम इस कंपनी की ओर सिर्फ इसके नाम की वजह से खींचे चले आए। ताओ जिन और दुआन हीपिंग ने भी शर्मीली और थोड़ी झेप भरी मुस्कान दी। वे मेरे प्रशंसक थे। उन्हें चेन फोंग ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कंपनी में शामिल होने के लिए मना लिया था। हालांकि इसकी एक वजह ये भी थी कि चेन फोंग लोगों के प्रति वाकई ईमानदार था और जो सैलरी उसने ऑफर की थी उससे वे खुश थे। पूरा समूह बातें करते और हंसते हुए बाहर निकला। वे सभी युवा थे, इसलिए हर कोई जल्दी ही एक दूसरे के साथ घुल मिल गया। वे दोनों लड़कियां खास तौर पर मेरे इर्द गिर्द घूमती रहीं और तरह तरह के सवाल पूछती रहीं, जिनमें से ज्यादातर सेरेना के बारे में थे। यह थोड़ा अप्रत्याशित था। मैं तो सिर्फ एक स्क्रिप्ट देने आया था और किसी तरह शेयर होल्डर बन गया। अब मैं सिर्फ एक साधारण खाने के लिए आया था और ये किसी फैन मीट एंड ग्रीट प्रशंसकों से मुलाकात में बदल गया था। मैंने चेन फोंग की ओर देखा, जो मेरे बगल में किसी बेवकूफ की तरह हंस रहा था, और मेरा मन किया कि उसे सुबह के बाजार में भेज दूं। तो वो मेरा नाम इस्तेमाल करके हर जगह से लोगों की भर्ती कर रहा था। शी एनिमेशन की स्थापना के बाद ये पहली फुल टीम डिनर थी। चेन फोंग साफ तौर पर बेहद खुश था। ये उसके एनिमेशन के सपने के सबसे करीब होने का पल था। मेज पर माहौल पूरे समय गर्मजोशी और जीवंत बना रहा। सबकी उत्सुकता के आगे झुकते हुए चेन फोंग ने आखिरकार स्क्रिप्ट बाहर निकाली। हर कोई दिलचस्पी के साथ इकट्ठा हुआ और स्क्रिप्ट के कवर को देखा। उस पर एक बड़ा सा शीर्षक उन्हें घूर रहा था, द आउटकास्ट। नाम देखते ही हर किसी के मन में कुछ अंदाजे बनने लगे। एक चीनी एनिमेटेड सीरीज जिसका नाम द आउटकास्ट हो, ये निश्चित रूप से एक्शन प्रधान होने वाली थी और हर कोई जानता था कि चीनी एनिमेशन में इसे निभाना कितना कठिन है। थोड़ी कमजोर स्क्रिप्ट में भी बहुत सारी कमियां होती हैं और एक्शन वाली स्क्रिप्ट को क्रियान्वित करना और भी मुश्किल होता है। सख्त समीक्षाएं, ये बहुत हिंसक नहीं हो सकता, फिर भी दर्शकों का ध्यान खींचना जरूरी है। बहुत सारी सीमाएं थीं और हमारी कंपनी सीधे शुरुआत में ही इस तरह के प्रोजेक्ट में कूद रही थी। सबके मन में दबे पांव संदेह उठ रहे थे। तभी फू होंगी ने कवर पलटा और उन्हें आगे पढ़ने दिया। मेज पर बैठे लोग कुछ नहीं बोले। उनके मन में जो भी शंकाएं थीं, वे कंपनी में शामिल हो चुके थे, जिसका मतलब था कि वे इसे पूरा करने के लिए अपना सब कुछ झोंक देंगे। कहानी शुरू हुई एक शराबी आदमी लड़खड़ाते हुए एक अंधेरे सुनसान जंगल में खुद से बड़बड़ा रहा है। अनजाने में वो एक कब्रिस्तान में पहुंच जाता है और सोचता है कि एक कब्र के पास थोड़ा आराम कर ले। तभी मिट्टी खोदने वाले फावड़े की आवाज उस शराबी का ध्यान खींचती है। डर के मारे उसकी रूह कांप जाती है। ठंडा पसीना छूटने लगता है। एक भूत। मैंने इसे बहुत सजीव तरीके से लिखा था। जो भी इस हिस्से तक पहुंचा वो आगे पढ़े बिना नहीं रह सका। जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प थी वो ये कि किरदारों के संवादों में एक गहरा क्षेत्रीय लहजा डायलेक्ट था। इसने पूरी कहानी को एक ताजा और अनपेक्षित एहसास दिया। इसके बाद थोड़ा बुद्धू सा दिखने वाला नायक जांग चुलान आया और फिर रहस्यमयी लड़की फंग बाओ की एंट्री हुई। नायक जिस दुनिया में कदम रख रहा था वो पहले की किसी भी चीज से बिल्कुल अलग महसूस होने लगी। पहले उसके दादाजी का शव चोरी हो गया, फिर वो ज़ोंबी से घिर गया। जैसे जैसे चेन फोंग स्क्रिप्ट के पन्ने पलटता गया, कहानी एक के बाद एक हुक मोड़ के साथ खुलती गई। देख रहे सभी लोगों की आंखें और भी चमकने लगीं। उनका उत्साह लगातार बढ़ रहा था। यह स्क्रिप्ट असाधारण थी और इतनी व्यापक थी कि महज सरसरी तौर पर पढ़ने से ही किरदारों के सजीव रूप उनके दिमाग में बिना किसी मेहनत के आकार लेने लगे थे। बैकग्राउंड डिजाइन वो सिचुआन लहजे वाली बहन बाओ और जांग चुलान, जो ऊपर से आलसी और व्यंग्यात्मक लगता था पर अंदर से तेज और चालाक था, ये सब उभर कर आ रहा था। और फिर हिडन आर्ट्स, गुप्त कलाओं के साधकों की ये दुनिया धीरे धीरे अपना घूंघट हटाने लगी। सब जितना ज्यादा पढ़ते उतने ही मंत्रमुग्ध होते जाते और उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती। एक बार जब ये एनिमेशन बन जाएगा तो यह निर्विवाद रूप से चीनी एनिमेशन की वर्तमान परंपराओं को उलट कर रख देगा। बात यह थी कि चीनी एनिमेशन इस समय भी अतीत के उन्हीं घिसे पिटे फॉर्मूलों में अटका हुआ था, लेकिन साधकों की इस दुनिया के भीतर का पावर सिस्टम पूरी तरह से नए प्रकार का कॉम्बैट फ्रेमवर्क था। इस बीच मैं मजे से खाना खा रहा था। पहले बातचीत में इतना उलझ गया था कि मुश्किल से कुछ निवाले ही खा पाया था। मुझे द आउटकास्ट पर पूरा भरोसा था। उसी पल मेज पर रखे मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने सिर उठाकर उन लोगों को देखा जो अब भी स्क्रिप्ट पढ़ने में मग्न थे। फोन उठाया और प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया। कॉल लिन गुडोंग का था। जब हम हुइन में मिले थे तब हमने नंबर बदले थे। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि वो बुजुर्ग इस समय मुझे किस लिए ढूंढ रहे हैं, पर मैंने बाहर जाकर कॉल उठाया और उन्हें तुरंत ग्रीट किया। गुड आफ्टरनून मिस्टर लिन, कैसे हैं आप? हाँ, गुड आफ्टरनून शियाओ जांग, तुम तो इन दिनों काफी छाए हुए हो। यहाँ हुइन में भी हर रोज तुम्हारे बारे में खबरें सुनने को मिलती हैं। मैंने सहजता से कहा, इसमें कुछ खास नहीं था एल्डर लिन,
आप मजाक कर रहे हैं? मैं तो बस घर पर रहकर नन्ही बच्ची का ख्याल रख रहा हूँ। बिल्कुल साधारण जिंदगी। एक बार बाहर गया तो बस एक गाना गा दिया, मैंने ईमानदारी से कहा। मैं वाकई सिर्फ एक गाना गाने के लिए बाहर गया था, बाकी सारा समय मैं घर पर बच्चे के साथ था। बेटा, तुम उसे बस एक गाना गाना कहते हो। ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। बात यह है, जैसा कि तुम जानते हो, हुइन बड़े हायांग सिस्टम के तहत एक डिवीजन है। टीवी स्टेशन एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, एक प्रेरणादायक इंस्पिरेशनल प्रोग्राम। इसका विषय आज के युवाओं को प्रोत्साहित करना है कि वे हार न माने, आगे बढ़ते रहें और साहस के साथ अपने सपनों का पीछा करें। लिन गुदोंग फोन पर थोड़ा रुके। मैं तुरंत उनके शब्दों का इशारा समझ गया और जल्दी से जवाब दिया, मिस्टर लिन, उद्धरण चिन्ह, इस प्रोग्राम के लिए अभी भी एक गाने की जरूरत है ना? और आप मेरे पास ही आए हैं। हाँ, तुम वाकई बहुत तेज हो। बिल्कुल सही पकड़ा। हमारी विभाग के संगीतकारों ने जो गाने तैयार किए हैं उनसे टीवी स्टेशन संतुष्ट नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे तुम्हारा ख्याल आया। लिन गुदोंग ने गर्मजोशी से हंसते हुए पूरी बात बताई। मैं तो पहले ही तुम्हारे पास आना चाहता था, पर तुम अपनी पत्नी के शो में बिजी थे और वहाँ तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगा। अब टीवी स्टेशन का दबाव फिर से बढ़ गया है, तो मेरे पास पूछने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्या लगता है, क्या तुम इस तरह के प्रोग्राम के लिए एक थीम सॉन्ग तैयार कर सकते हो? बुजुर्ग की बातें सुनकर मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। प्रेरणादायक, साहसी, दृढ़, सपनों का पीछा करना, कभी हार न मानना। जैसे ही ये शब्द मेरे जहन में आए, मुझे लगा जैसे मैंने ये गाना कहीं सुना है। एक ऐसा गाना जिसे मैं अभी इसी वक्त गुनगुना सकता था। क्या ये वही गाना नहीं था जिसे मैं अपने स्कूल के दिनों में हर रोज सुनता था? मेरी पुरानी दुनिया का वो गाना, जवां दिल से सपनों का पीछा करना, चेसिंग ड्रीम्स विद अ यंग हार्ट। इसका अर्थ ही था मेहनत और दृढ़ता, बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ना। वो गाना मेरी दुनिया में बेहद लोकप्रिय था और उसने कई अवार्ड्स जीते थे। मिस्टर लिन, मुझे कुछ प्रेरणा, इंस्पिरेशन मिली है। ये हो जाना चाहिए। शानदार, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शियाओ जांग, एक काम करो, क्या तुम कल फ्री हो? क्या तुम राजधानी आ सकते हो? मैं राजधानी में हुयांग टीवी पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर गाना काम कर गया तो हुयांग टीवी निश्चित रूप से तुम्हारी मेहनत का पूरा मोल चुकाएगा। लिन गुदोंग ने सीधे पूछ लिया। उन्हें पूरा भरोसा था कि मेरा गाना दमदार होगा। राजधानी में हुयांग मुख्यालय जाने की बात सुनकर मेरी आंखें एक पल के लिए चमक उठी, पर फिर मैं हिचकिचाया। मुझे लिली का ख्याल रखना था। वो अब स्कूल जाने लगी थी और मेरे पास सिर्फ वही समय होता था जब वो स्कूल में होती थी। पर एक बुजुर्ग खुद मुझसे कह रहे थे, और वो भी नेशनल ब्रॉडकास्टर के लिए गाना लिखने के लिए। इसे मना करना आसान नहीं था। मैंने थोड़ा सोचा और कहा, मिस्टर लिन, मैं वाकई राजधानी नहीं आ पाऊंगा। मैं अभी घर पर बच्चे की देखभाल कर रहा हूँ, उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। एक काम करते हैं, मैं आज रात ही धुन और बोल, लिरिक्स लिखकर आपको भेज दूंगा। साथ ही एक छोटा डेमो भी रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। आप उसे सुनकर देख लीजिएगा कि वह काम करता है या नहीं। ये ठीक रहेगा। बच्चा पहले आता है। मैं आज रात तुम्हारे मैसेज का इंतजार करूंगा। लिन गुदोंग से बात खत्म करने के बाद मैंने अपना सिर खुजलाया। एक तरफ एनिमेशन का काम अभी पूरी तरह सुलझा नहीं था और अब एक नया गाना भी आ गया। वाकई फुल टाइम हाउस डैड बनने का मेरा सपना दूर होता जा रहा था। पर क्या किया जा सकता है, जिंदगी ऐसी ही है। हर कदम पिछले कदम से जुड़ा होता है। शहर जाने के उस पहले कदम के साथ ही ये नतीजा लिखा जा चुका था। मैंने फोन रखा और बेकार की बातें दिमाग से निकालकर वापस प्राइवेट रूम में चला गया। अंदर जाते ही मैंने महसूस किया कि सबका उत्साह बदला हुआ था। उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ ली थी और अब उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सबने मेरी तरफ देखा। उनमें सबसे बड़े फू होंगी पहले बोले, जेम्स, तुम्हारा ये एनिमेशन वाकई लाजवाब है। इस इंडस्ट्री में इतने सालों के अनुभव के बाद ये पहली चीनी एनिमेशन स्क्रिप्ट है जो इतनी शानदार है। मुझे यकीन है कि जैसे ही ये शो लाइव होगा, ये एनिमेशन की दुनिया में तहलका मचा देगा। बाकी चारों ने भी तेजी से सिर हिलाकर हामी भरी। इतनी तारीफ सुनकर मैं अपनी नाक रगड़ने लगा, थोड़ा शर्मा गया। ये तो मेरी पुरानी दुनिया के रचनाकारों की मेहनत थी, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। स्क्रिप्ट लिखते समय मैंने इस दुनिया के एनिमेशन पे रिसर्च की थी। यहाँ का चीनी एनिमेशन अभी भी पुराने ढर्रे पर था और कुछ नया आ भी रहा था, तो वो जापानी एनिम के स्टाइल से काफी प्रभावित था। मैंने द आउटकास्ट की स्क्रिप्ट लिखते समय पहले और दूसरे सीजन को मिलाकर एक नया पहला सीजन तैयार किया था। इसकी खासियत ये थी कि ये चीन के इतिहास और विकास से जुड़ी थी और इसमें पारंपरिक चीनी स्कूलों और संप्रदायों के तत्व थे। जैसा कि उस दुनिया की वो मशहूर लाइन थी, जब राजकुमार ग्रैंड मास्टर को सम्मान देता है। सिर्फ एक लाइन ही चीन की परंपरा और दो अलग संप्रदायों के अंदाज को बयां कर देती थी। इसलिए स्क्रिप्ट को पसंद किया जाना मेरे लिए हैरानी की बात नहीं थी।
चेन फोंग ये देखकर कि हर कोई संतुष्ट है खड़ा हुआ और मुझे भी खींचकर खड़ा कर दिया। वो चाहता था कि मैं प्रोत्साहन के 2 शब्द कहूँ। मेरा भाई और कंपनी का हेड होने के नाते वो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा था। उसे इतना खुश देखकर मेरे पास बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने मुस्कुराते हुए चेन फोंग की ओर देखा। ठीक है, तो मैं कुछ कहता हूँ। आप में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे, पर आपके बॉस चेन फोंग यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही कठिन रास्तों से गुजरे हैं। उन्होंने, अरे अपना मुंह बंद रखो। यह देखते ही कि मैं उनकी पोल खोलने वाला हूँ, चेन फोंग ने घबराकर चिल्लाया और उसने फुर्ती से आकर मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। अरे कुछ प्रेरणादायक बोलो यार, तुम कहाँ जा रहे हो? मेज के चारों ओर बैठे बाकी लोगों की दिलचस्पी अब और भी बढ़ गई। उन्हें अभी भी ये नहीं पता था कि उनके बॉस चेन फोंग असल में किन हालातों से गुजरे हैं। उनकी प्रतिक्रिया देखकर साफ लग रहा था कि यहाँ जरूर कोई बड़ी कहानी छुपी है। मैंने बहुत ही मासूम चेहरा बनाकर चेन फोंग की ओर देखा। मेरा इशारा साफ था, और तुमने ही तो मुझे बोलने के लिए कहा था। और मेरा सच में मानना था कि उस मेज पर बैठे लोगों के लिए इससे ज्यादा प्रेरणादायक कुछ और नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से मैं अंत में वह बात नहीं कह पाया। चेन फोंग बाज जैसी नजरों से मुझ पर कड़ी निगरानी रखे हुए था। भरपेट खाने के बाद हर कोई ऊर्जा और दृढ़ संकल्प से भरकर वापस कंपनी की ओर चल दिया। चेन फोंग को स्क्रिप्ट की समीक्षा, मंजूरी की प्रक्रिया और उससे जुड़े अन्य कामों के लिए ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी जाना था। मैंने योजना बनाई थी कि मैं पीछे हट जाऊंगा और उसे ही सब संभालने दूंगा, पर चेन फोंग ने मुझे एक तरफ खींच लिया। वो चाहता था कि कुछ दिनों में मैं उसके साथ कम्युनिकेशंस यूनिवर्सिटी चलूं, ताकि हम वॉइस एक्टर्स, आवाज देने वाले कलाकार और अन्य पदों के लिए भर्ती कर सकें। चूंकि द आउटकास्ट की स्क्रिप्ट पूरी तरह से मैंने तैयार की थी, इसलिए किरदारों की आवाज और उनकी खूबियों को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। मैंने थोड़ा सोचा और मान गया। ये सच था, जिसने भी इस एनिमेशन को देखा था वो इसके किरदारों को मुझसे बेहतर नहीं समझता था। दोपहर के 3 बजे मैं घर पहुंचा और सोफे पर आधा लेट गया। आंखें मूंद कर मैं अपनी यादों में चेसिंग ड्रीम्स विद अ यंग हार्ट की धुन, उसके अरेंजमेंट में इस्तेमाल हुए वाद्य यंत्र और रॉक म्यूजिक की उस खास रॉ स्क्रीमिंग क्वालिटी को गहराई से महसूस करने लगा। चूंकि ये हायांग की जरूरत थी, इसलिए मुझे संगीत को जितना हो सके उतना बेहतरीन बनाना था। मिस्टर लिन ने मेरी सिफारिश की थी, मैं बुजुर्ग को शर्मिंदा नहीं कर सकता था। काफी देर तक सोचने के बाद मैंने आखिरकार कलम उठाई और धीरे धीरे गाने के बोल और शीट म्यूजिक लिखना शुरू किया। मैंने इसे बहुत सावधानी से लिखा, यहाँ तक कि हर मोड़ पर कौन से वाद्य यंत्र का इस्तेमाल होना चाहिए इसका विस्तृत विवरण भी दर्ज किया। शाम के 4 बजे के बाद ही मैंने कलम रखी, कंपोजिशन समेटी और नन्ही लिली को स्कूल से लेने के लिए घर से निकल पड़ा। मैं जांगहुआ किंडरगार्टन के गेट पर पहुंचा ही था कि बच्चों की भीड़ में नन्ही लिली की आकृति दिखाई दी, पर आज उसका हाल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। किसी भी और दिन वो स्कूल से उछलते कूदते बाहर आती थी, पर आज वो अपने होठों को भींचे हुए बाहर आ रही थी, जैसे रोने से बचने की पूरी कोशिश कर रही हो। उसे देखते ही मेरा दिल भर आया। मैं तेजी से आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अरे मेरी नन्ही राजकुमारी को क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? पापा की बाहों में सुरक्षित महसूस करते ही लिली और भी दुखी दिखने लगी। उसकी आंखों के कोनों से आंसू छलकने लगे थे। पापा, फान शाओशा ने कहा कि मैं फिर से मोटी हो गई हूँ। उसने कहा कि मैं एक छोटी सुअर, लिटिल पिग बनने वाली हूँ। तो एक क्लासमेट ने उसका मजाक उड़ाया था। फान शियाओशा, वो शायद वही गोल मटोल बच्चा था जिसने तब कहा था कि उसके पापा गोबर खा सकते हैं। वैसे क्या वो खुद मोटा नहीं था? मैंने लिली को अपनी बाहों में धीरे से झुलाया और थोड़ा सोचा। वो वाकई थोड़ी भारी लगने लगी थी। ये मिया की बेबीसिटिंग का नतीजा था और ऊपर से इस बीच उसे स्नैक्स से भी प्यार हो गया था। उसका चेहरा भी पहले से गोल और भरा भरा हो गया था। तो क्या तुमने वापस कुछ नहीं कहा? फान शियाओशा तो तुमसे भी ज्यादा मोटा है। मैंने उसे कार की तरफ ले जाते हुए बहलाया। इस पर लिली ने अपने होंठ और भी बाहर निकाल लिए। मैंने कहा था, पर उसने कहा कि मैं बस उसकी तरह ही होने वाली हूँ। मैं उसके जैसी नहीं बनना चाहती। ठीक है, तुम वैसी नहीं बनोगी, पर लिली को पापा की बात माननी होगी। रोज थोड़े कम स्नैक्स खाने होंगे, ठीक है? हम आंटी मिया जैसा नहीं करेंगे। वो खुद थोड़ी गोल मटोल है। अगर मिया यहाँ होती तो इस बात पर वो मुझे जरूर एक मुक्का मार देती। वो बेबी फैट है, मोटापा नहीं। लिली ने गंभीरता से अपना छोटा सा सिर हिलाया। मन ही मन उसने आंटी मिया और पोटैटो चिप्स को अपनी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था। नन्ही लिली को इस तरह देखकर मैं मन ही मन मुस्कुराया। सच है, औरत चाहे किसी भी उम्र की हो, वो खुद को मोटी कहे जाना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। 3 साल की लिली भी अपवाद नहीं थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी महिला को गुस्सा दिलाने का सबसे तेज तरीका उसे उसके मुंह पर मोटी कहना है। तब मुझे यकीन नहीं हुआ था, पर अब हो गया। घर पहुंचने के बाद डिनर के वक्त भी लिली ने सामान्य से थोड़ा कम ही खाया।
मैंने उसके साथ बैठकर थोड़ी देर कार्टून देखे और फिर उसे सुला दिया। जब वो सो गई तो मैं धीरे से बिस्तर से उठा और लिविंग रूम में आ गया। मैंने कंपोजिशन को एक बार फिर ध्यान से जांचा और ये सुनिश्चित करने के बाद कि इसमें कोई कमी नहीं है, उसे मिस्टर लिन गुदोंग को भेज दिया। बुजुर्ग शायद मेरे मैसेज का ही इंतजार कर रहे थे। भेजने के कुछ ही देर बाद कॉल आ गया। शियाओ जांग, तुम वाकई कमाल हो। ये बोल, ये धुन। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये गाना जरूर चुना जाएगा। लिन गुदोंग की उत्साहित आवाज सुनाई दी। मैंने फोन कान से थोड़ा दूर कर लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। एल्डर लिन को अगर ये पसंद आया है तो बस यही मायने रखता है। सिर्फ पसंद ही नहीं आया। शियाओ जांग, तुम्हारी बस एक ही कमी है, तुम अपने गाने के मुकाबले बहुत ज्यादा विनम्र मॉडेस्ट हो। पहले वाले संगीतकारों के काम के बारे में तो कुछ अच्छा कहना भी मुश्किल था। तुम वाकई एक म्यूजिकल जीनियस हो। बुजुर्ग की बात सुनकर मैं समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दूं। मैं बस थोड़ा सा झेप कर हंस दिया। म्यूजिकल जीनियस? मैं तो बस समय और स्थान के पार चीजों को पहुंचाने वाला एक साधारण ट्रांसपोर्टर हूँ। उस साल का सबसे बेहतरीन रॉक गाना, इसकी कीमत तो वही जान सकता है जो संगीत समझता हो। मैंने मन ही मन उस असली कलाकार को नमन किया। मिस्टर लिन। मिस्टर लिन की आवाज गूंजती रही। शियाओ जांग, फिक्र मत करो, एक बार ये गाना चुन लिया गया तो तुम्हें इसका बहुत ही उचित मुआवजा मिलेगा। चेसिंग ड्रीम्स विद अ यंग हार्ट। वाकई क्या खूब दिल पाया है तुमने। मुझे ये गाना बेहद पसंद आया। तो मैं आपको एडवांस में ही धन्यवाद देता हूँ एल्डर लिन। मैंने मन ही मन सोचा चलो एक और अच्छी खासी रकम आने वाली है और वो भी सीधे नेशनल ब्रॉडकास्टर से। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। बहुत अच्छे शियाओ जांग, हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम हर तरह से बेहतरीन हो, बस जरूरत से ज्यादा विनम्र मॉडेस्ट हो। तुम्हारे जैसी प्रतिभा वाले व्यक्ति को इतना संकोच नहीं करना चाहिए। तुम्हें खुद को और खुलकर अभिव्यक्त करने की जरूरत है। लिन गुदोंग के शब्द फोन के जरिए फिर से सुनाई दिए। इस बार मैंने उन्हें बहुत गंभीरता से सुना। मेरी पुरानी दुनिया में मैं एक गुमनाम गीतकार था। यहाँ आने के बाद भी मेरी मानसिकता पूरी तरह बदली नहीं थी, इसलिए मैं हमेशा बहुत झुककर और विनम्रता के साथ पेश आ रहा था। पर बुजुर्ग की बातों ने मुझे जैसे नींद से जगा दिया। इस दुनिया के लोगों की नजरों में मैं एक जीनियस था। ऐसा जीनियस जिसने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सांसें रोक दी थीं। क्या ऐसे जीनियस को इतनी विनम्रता की जरूरत थी? नहीं। हालांकि अहंकारी होना गलत था, पर हद से ज्यादा विनम्र होना भी सही नहीं था। लिन गुदोंग की बातों ने मेरा भ्रम तोड़ दिया। मैंने फोन पकड़े पकड़े ही उन्हें बहुत ही ईमानदारी और दिल से धन्यवाद कहा। वो एक थैंक यू सुनकर लिन गुदोंग भी एक पल के लिए ठिठक गए। उन्हें ये समझने में थोड़ा समय लगा कि इस युवक को आखिरकार अपनी प्रतिभा के असली मूल्य का एहसास हो गया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब तक तुम इसे साफ देख पा रहे हो सब ठीक है। ये हुयांग के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक प्रमोशनल प्रोग्राम है। कल जैसे ही खबर आएगी मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट और बाकी चीजें बता दूंगा। मैं उन्हें साइन करने के लिए तुम्हें ईमेल कर दूंगा। मैंने हामी भर दी और कॉल खत्म हो गया। मिस्टर लिन की बातों से साफ था कि चेसिंग ड्रीम्स विद अ यंग हार्ट का चुना जाना लगभग पक्का है। मैं सोफे पर बैठा रहा, तुरंत सोने नहीं गया। मेज पर रखे शीट म्यूजिक पर अपनी उंगलियां थपथपाते हुए मैं कुछ चीजों के बारे में शांत होकर सोचने लगा। रात शांति से बीत गई। अगले दिन बुजुर्ग की तरफ से खबर आ गई। हुयांग ने गाना कंफर्म कर दिया था। कॉन्ट्रैक्ट भी भेज दिया गया था। गाने की लाइसेंसिंग फीस 4 लाख तय हुई थी। प्रोग्राम प्रसारित होने के बाद गाना हुयांग के सभी प्रमुख म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा, लेकिन इसे किसी पेवॉल के पीछे नहीं रखा जाएगा। कोई भी इसे पूरा सुन सकेगा। बस जो स्ट्रीमिंग रेवेन्यू होगा वो पूरी तरह मुझे मिलेगा। बेशक ये सारे भुगतान हुयांग के प्रोग्राम के ऑन एयर होने के बाद ही प्रोसेस होंगे। प्रोग्राम महीने के अंत में प्रसारित होना था, जो कि बहुत जल्दी था। मुश्किल से एक हफ्ता बचा था। ये इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि हुयांग ने बाकी सारी तैयारियां पहले ही कर ली थीं। अब बस एक गायक चुनना और उसे फुटेज के साथ मैच करना बाकी था। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। हुयांग द्वारा दी गई कीमत तो उचित थी ही, पर एक नेशनल चैनल के प्रोग्राम के साथ अपना नाम जुड़ना ही अपने आप में गर्व की बात थी। उधर चेन फोंग की तरफ शी एनिमेशन की स्क्रिप्ट ने भी ब्रॉडकास्टर का रिव्यू सफलतापूर्वक पार कर लिया था। इस दौरान मैं इतना व्यस्त था कि हर तरफ भाग दौड़ कर रहा था। कंपनी अभी खड़ी ही हुई थी, सब कुछ जीवंत हो रहा था। मैं थक गया था पर खुश था। मेरी अपनी जिंदगी स्थिरता से आगे बढ़ रही थी, लेकिन मनोरंजन जगत में इस वक्त बड़ी उथल पुथल मची हुई थी। सेरेना का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब रोजाना के ट्रेंडिंग चार्ट्स पर 10 में से 8-9 टॉपिक सेरेना और उसके आने वाले एल्बम के बारे में होते थे। बाकी के 1-2 टॉपिक में से एक अभी भी न्यू सॉन्ग फिनाले के दूसरे राउंड का वही वोट हेरफेर वाला स्कैंडल था। बिना किसी शोर शराबे के एक साया जैसे सबके सिर पर बैठ गया था। इंडस्ट्री के अंदर की बड़बड़ाहट अब तेज होती जा रही थी।
सबसे पहले इसकी मार टीएनमे एंटरटेनमेंट पर पड़ी। उन्होंने पहले मेरी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, पर आज तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला था। टीएनमे के मुख्यालय में फिर से एक सीनियर लीडरशिप मीटिंग बुलाई गई। लुगाओ चेहरे पर अंधेरा लिए बैठे थे और अपने चारों ओर इकट्ठा बोर्ड मेंबर्स को देख रहे थे। अब उन्हें इस दौरान हुई हर घटना और पूरी तस्वीर का बखूबी अंदाजा हो चुका था। हाँ, एक अकेले इंसान ने ठहरे हुए तालाब को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। मुझे सच में नहीं पता कि मैं आप सबको निकम्मा कहूँ या उसे बहुत ज्यादा काबिल। लुगाओ की आवाज में कड़वाहट थी। जब सेरेना के लोकप्रिय होने के शुरुआती लक्षण दिख रहे थे, तब आप लोग कहाँ थे? अगर उस वक्त नंबर्स कंट्रोल करने की जरा सी भी कोशिश की जाती तो क्या सेरेना आज यहाँ होती? चेयरमैन के गुस्से को देखकर मैनेजमेंट के लोग सन रह गए। लुगाओ के बाईं ओर बैठे एक बोर्ड मेंबर ने दबी हुई हंसी के साथ बोलना शुरू किया। चेयरमैन, आप इसके लिए सबको दोषी नहीं ठहरा सकते। आखिर किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतनी तेजी से ऊपर आएगा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अभी सबसे जरूरी ये सोचना है कि आगे क्या करना है। किसे पता था? ये सुनकर लुगाओ का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने मेज पर मुक्का मारा। संभलने का मौका नहीं मिला? जेम्स रिवर ने सेरेना के लिए जो पहला गाना लिखा, उसने हर ट्रेंडिंग टॉपिक पर कब्जा कर लिया और आप यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि आप रिएक्ट नहीं कर पाए? क्या आप में से किसी ने वाकई द विंड राइजेस सुना था? आज के एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में ऐसा गाना आना और उससे पहले बी ऑर्डिनरी जैसा गाना, क्या आपके कान खराब हैं? हुयांग द्वारा खुद चुने गए गाने के लेखक के पास आप लोग समय रहते नहीं पहुंचे। आपने उसे शुरुआत में दबाने की कोशिश नहीं की और अब आप यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि मौका नहीं मिला। लुगाओ का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे वो मुर्दों की सभा चला रहे हों। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या उसे पहले यिंग हाई एंटरटेनमेंट का संरक्षण नहीं मिल रहा था? हम अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। अब जब चीजें जो होना था वो हो चुका, अब हमें जवाबी कार्रवाई काउंटर मेजर्स पर ध्यान देना चाहिए। हमारे कलाकार पहले ही बहुत हताश हैं। हम अब और देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वही बोर्ड मेंबर था जिसने घबराहट में अपने माथे का पसीना पोंछा और डूबती कश्ती को संभालने की कोशिश की। वो भी इस वक्त बोलना नहीं चाहता था, पर वो शेरों के मामले में लुगाओ के बाद दूसरे नंबर पर था और उसके साथ उसके रिश्ते सबसे करीबी थे। लुगाओ का मकसद सिर्फ पहले सबकी क्लास लगाना था। अब जब वो हो चुका था तो मीटिंग के असली एजेंडे पर आने का समय था। उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दो, लुगाओ ने सीधा फरमान सुनाया। हमारे नाम के तहत चलने वाली हर कंपनी को नोटिस भेज दो। यिंग हाई एंटरटेनमेंट के साथ किसी भी तरह के व्यावसायिक लेन देन पर रोक लगा दी जाए। इस केक के टुकड़े पर पहला वार उन्होंने किया है। अब अगर हम अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालें तो हमें दोष मत देना। साथ ही उन सभी मीडिया घरानों, विज्ञापनदाताओं और सहयोगी कंपनियों को भी सूचित कर दें कि सेरेना के साथ जो भी सहयोग करेगा, हम उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। जैसे ही मौजूदा एग्रीमेंट की अवधि खत्म हो, इस फैसले को जितनी जल्दी हो सके लागू किया जाए। इसके अलावा शेंगशी एंटरटेनमेंट से संपर्क करें और उन्हें इस बारे में बताएं। टिएन शिनशी, वो देहाती गंवार समझ जाएगा कि मेरा क्या मतलब है। लुगाओ की बात खत्म होते ही बगल में बैठे एक बोर्ड मेंबर ने चिंता जताते हुए मुंह खोला। चेयरमैन लुगाओ, क्या ये कुछ ज्यादा ही बड़ा रिएक्शन नहीं है? ये सीधे तौर पर यिंग हाई एंटरटेनमेंट के खिलाफ युद्ध का ऐलान है। हमारा नुकसान भी बहुत बड़ा होगा। ये सुनकर लुगाओ ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हाथ लहराया। डेविड यांग, यिंग हाई का प्रमुख, बेवकूफ नहीं है। हमारा नुकसान बड़ा है, पर उसका नुकसान उससे भी बड़ा होगा। वो समझ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। वो सेरेना के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देगा। इन शब्दों के बाद वो बोर्ड मेंबर सोच में पड़ गया और अंत में उसने सिर हिलाकर सहमति दे दी। इसके कुछ ही समय बाद पूरे मनोरंजन जगत को हिला देने वाली खबर हर बड़ी कंपनी के कानों तक पहुंच गई। टीएनमे एंटरटेनमेंट ने सेरेना को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला कर लिया था। सेरेना को ब्लैकलिस्ट करना, हर छोटी और मध्यम स्तर की मनोरंजन कंपनी दंग रह गई। टीएनमे बहुत बड़ा दांव खेल रहा था। अगर वे किसी ऐसे कलाकार को ब्लैकलिस्ट करते जिसका कोई वजूद न होता, कोई बैकिंग न होती, तो सब समझ सकते थे। ऐसा वे पहले भी कई बार कर चुके थे, लेकिन बिना किसी ठोस वजह के एक बेहद लोकप्रिय कलाकार को ब्लैकलिस्ट करना, जिसके खिलाफ दुर्व्यवहार का कोई रिकॉर्ड भी न हो, ये दांव उल्टा पड़ने का बहुत बड़ा खतरा था। फिलहाल सिर्फ बिग 3 बड़ी कंपनियां ही ऐसा कुछ करने की हिम्मत रखती थीं, और उनमें भी ऐसा होना बहुत दुर्लभ था। पिछली बार ऐसा तब हुआ था जब टीएनमे के ही एक मशहूर डायरेक्टर ने एक सेलिब्रिटी पर अनुचित दबाव डालने की कोशिश की थी और उस सेलिब्रिटी ने वेबो पर उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उसके बाद उस सेलिब्रिटी को पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और वो गुमनाम हो गई। पर यह स्थिति अलग थी। पिछली बार वाली कलाकार खुद टीएनमे के अधीन थी और उसके पीछे कोई ताकतवर हाथ नहीं था। पर सेरेना, वो एक और दिग्गज कंपनी यिंग हाई की कलाकार थी। और सिर्फ इतना ही नहीं,
उसके पीछे उसके पति जैसा एक मॉन्स्टर खड़ा था जो हर कुछ दिनों में एक कालजयी गॉड लाइक गाना बना रहा था। एक ऐसा शख्स जिसने पूरी इंडस्ट्री को पछाड़ दिया था। टीएन में एंटरटेनमेंट का दिमाग सठिया गया है। हर छोटी बड़ी कंपनी के लोग एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। उन्हें यकीन करना मुश्किल हो रहा था, फिर भी उनके मन के एक कोने में उम्मीद थी कि ये सच हो। आखिर अगर सेरेना वाकई ब्लैकलिस्ट हो जाती तो बाजार के केक में उनका हिस्सा बढ़ जाता। उस पल में इन छोटी कंपनियों ने कोई जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने चुपचाप बैठकर तमाशा देखने का फैसला किया। उनकी कंपनियां छोटी थीं, वे किसी बड़े तूफान का झटका नहीं झेल सकती थीं। वे देख रहे थे कि यिंग हाई एंटरटेनमेंट इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। वे देख रहे थे कि शेंगशी एंटरटेनमेंट क्या कदम उठाता है। वे देख रहे थे कि बड़े इन्वेस्टर और मीडिया किस तरफ झुकते हैं। ऊपर से सब शांत दिख रहा था, पर अंदर ही अंदर सब कुछ उथल पुथल हो चुका था। शेंगशी एंटरटेनमेंट के भीतर टीएन शिनशी ने एक और मीटिंग बुलाई। एक ही शख्स की वजह से बड़ी कंपनियों की ये दूसरी मीटिंग थी। बोर्डरूम में तीखी बहस छिड़ गई। लगभग हर किसी की अपनी राय थी। कुछ को लगा कि ये मामला उल्टा पड़ सकता है और शेंगशी को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। दूसरों का मानना था कि सेरेना का वजूद उनकी कंपनी के हितों को भी नुकसान पहुंचा रहा है और उन्हें टीएनए का साथ देना चाहिए। टीएन शिनशी ने बस अपनी छोटी आंखें सिकोड़ी और किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। काफी देर बाद जब सबको एहसास हुआ कि चेयरमैन ने एक शब्द भी नहीं कहा है, तब जाकर सब शांत हुए। टीएन शिनशी ने अपनी नाक पर टिके सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे को ठीक किया और सहजता से कहा, ठीक है, आप लोगों की बहस खत्म हो गई। अभी तक काफी शोर मचा रहे थे सबने झेपते हुए एक फीकी हंसी दी। इस बुजुर्ग के सरल व्यवहार पर मत जाइए। वो एक सेल्फ मेड इंसान था जिसने एक माइनिंग डिस्ट्रिक्ट खनन क्षेत्र चलाने से शुरुआत की थी और आज उसे एंटरटेनमेंट की दुनिया का दिग्गज बना दिया था। ऐसा व्यक्ति कभी उतना सीधा नहीं होता जितना वो ऊपर से दिखता है। जैसा कि मनोरंजन जगत में सब जानते हैं, हम तीनों दिग्गज कंपनियां एक बेंचमार्क हैं। हम साझा हितों से भी बंधे हुए हैं। ये बात सालों से सब समझते आए हैं। भले ही संगीत हमारा प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी फोकस न हो, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस तरह के संभावित खतरे को बर्दाश्त करेंगे। हालांकि हम उस बूढ़े लोमड़ लुगाव को मुफ्त में फायदा भी नहीं पहुंचा सकते। क्या उन्होंने हमसे संपर्क करने के लिए लोग भेजे हैं? तो बात यह है, क्या हमारा अभी टीएनए के साथ एक नए फिल्म और टेलीविजन प्रोजेक्ट को लेकर मुकाबला नहीं चल रहा है? उनसे कहिए कि वे उस प्रोजेक्ट से पीछे हट जाएं। तब हमें यहाँ उनके साथ शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं होगी। टीएन शिनशी ने ये सब एक ऐसे व्यक्ति के शांत अंदाज में कहा जिसे पूरी स्थिति पर नियंत्रण हो। बोर्डरूम में मौजूद सभी लोगों की आंखें चमक उठीं। वही बोर्ड मेंबर फिर से बोल पड़ा। इस बार उसकी आवाज में प्रशंसा थी। शानदार, वाकई शानदार। इसीलिए चेयरमैन टीएन का कोई मुकाबला नहीं है। एक तीर से दो निशाने, वाकई बहुत ही चतुर चाल है। बोर्ड मेंबर माली यांग ने तारीफों के पुल बांध दिए। तो चेयरमैन टीएन ने ये सब पहले से ही प्लान कर रखा था। यहाँ तक कि न्यू सॉन्ग वोटिंग के दौरान किंग लू को भेजना भी उनकी दूरदर्शिता का हिस्सा था। टीएन शिनशी मन ही मन हंसे। उन्हें ये माली यांग नाम का बोर्ड मेंबर जितना ज्यादा अपनी प्रशंसा करते दिखा, उतना ही उन्हें वो पसंद आने लगा। उधर यिंग है एंटरटेनमेंट में भी मीटिंग चल रही थी, जहाँ का बोर्डरूम उतना ही शोर शराबे से भरा था। खास तौर पर एंजेला और विक्टर जांग के बीच तीखी बहस हो रही थी। इन दोनों ने मेरी जेम्स रिवर की शून्य से शिखर तक की यात्रा अपनी आंखों से देखी थी। सिर्फ वे ही समझते थे कि मैं कितना खतरनाक और सक्षम हो सकता हूँ। इस बीच डेविड यांग शांति से हाथ बांधे बैठे थे। एंजेला अपने पिता को इस तरह शांत देखकर झल्ला रही थी। भले ही वो उनकी बेटी थी, पर प्रोफेशनल दुनिया में कंपनी रिश्तों को नहीं पहचानती थी। वहाँ वो सिर्फ एक वाइस डायरेक्टर थी। चेयरमैन यांग, क्या आप कुछ कहेंगे? आपने क्या फैसला किया है? हमें सीधा जवाब दीजिए। एंजेला के अलावा किसी और में डेविड यांग से इस तरह सवाल करने की हिम्मत नहीं थी। वह गुस्से में अपने पिता से जवाब मांग रही थी। डेविड यांग ने उसी शांत आवाज में कहा, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमें 2 साल तक टॉप टियर रिसोर्स और आजादी देनी होगी। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो जेम्स रिवर उसे ले जाएगा। हमें कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए सेरेना को किनारे शेल्व कर दो। सारे रिसोर्स वापस ले लो। मीटिंग खत्म। एंजेला तुरंत विरोध में खड़ी हो गई। उसे लगा कि उसके पिता डरपोक होते जा रहे हैं। सामने वाली कंपनी दिग्गज थी, तो वे भी तो दिग्गज थे। क्या वाकई उनकी धमकियों से डरने की जरूरत थी? हालांकि बोर्डरूम में कुछ लोग खुश भी थे। दूसरे डिपार्टमेंट के कलाकारों को उनका हिस्सा नहीं मिल रहा था, इसलिए उनके मन में सेरेना के लिए पहले से ही काफी कड़वाहट थी। मीटिंग खत्म होने के बाद सब चले गए, पर एंजेला वहीं रुकी रही। पापा, मुझे आपसे जवाब चाहिए। डेविड यांग अचानक मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपनी गुस्से में भरी बेटी को देखा, उठकर उसके पास आए और उसे शांत करते हुए बोले, एंजेला, पहले बैठो। पापा को धीरे धीरे समझाने दो।
एंजेला, जो बाहर वालों के सामने बहुत गंभीर और कूल रहती थी, अपने पिता के सामने एक छोटे बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बैठ गई। डेविड यांग ने मन ही मन एक आह भरी, बेटियों के पिता ही जानते हैं कि आप बाहर कितने ही बड़े क्यों न हो, अपनी बेटी के सामने आप हार ही जाते हैं। एंजेला, क्या तुमने कभी सोचा है कि जेम्स रिवर ने सेरेना को हमारे यिंग हाई में लाने और उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए क्यों चुना? टॉप रिसोर्स और आजादी की बात छोड़ो, सबसे जरूरी क्लॉज धारा ये है कि हमें 2 साल तक ये सब देना ही होगा। अगर हम मुकरते हैं तो वो बिना एक पैसा चुकाए सेरेना को ले जा सकता है। मुझे कहना होगा कि जेम्स रिवर अब तक का सबसे स्मार्ट युवक है जिससे मैं मिला हूँ। डेविड यांग ने आगे समझाया। उसने हमें एक विकल्प दिया था, अगर हम 2 साल तक कॉन्ट्रैक्ट निभाते हैं तो सबका फायदा होगा, अगर नहीं निभाते तो बाहर से देखने में लगता है कि किसी का नुकसान नहीं हुआ, पर असल में उसने सेरेना के लिए शुरुआती विकास और एक पहचान बनाने का कीमती समय हमारे प्लेटफॉर्म से जीत लिया है। डेविड यांग को याद आया कि कैसे मैं उसी बोर्डरूम में बिना किसी हिचकिचाहट के बैठा था। अब पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें समझ आया कि मैंने अपने बाहर निकलने का रास्ता, एग्जिट प्लान, बहुत पहले ही तय कर लिया था। एंजेला अविश्वास के साथ अपने पिता को देखती रही। पापा, आप कह रहे हैं कि जेम्स रिवर ने पहले से ही खुद के लिए पीछे हटने का रास्ता तैयार कर रखा था? डेविड यांग ने सिर हिलाया। मैं भी सेरेना को जाने नहीं देना चाहता, पर तिएन में एंटरटेनमेंट के साथ सीधे टकराने से दोनों पक्षों का नुकसान होगा। बाहर शेंगशी एंटरटेनमेंट और बाकी छोटी कंपनियां भी गिद्धों की तरह देख रही हैं। कंपनी के हित सबसे ऊपर हैं। हमारे पास उसे जाने देने के अलावा कोई चारा नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है, क्या सेरेना के जाने के बाद जेम्स रिवर के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा? वे अब कोई अनजान लोग नहीं हैं। हमने उन्हें सेरेना का नाम स्थापित करने के लिए एक बड़ा मंच दिया और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। डेविड यांग ने एक गहरी सांस ली। सेरेना वाकई भाग्यशाली महिला थी। मनोरंजन जगत के भीतर भले ही तूफान मचा हुआ था, पर बाहर जनता के लिए सब कुछ शांत था। नेटिजन्स खुशी खुशी सेरेना के एल्बम और उसके आने वाले गानों के बारे में अटकलें लगा रहे थे। दर्शकों की भूख कभी खत्म नहीं होती थी और वे मेरे जेम्स रिवर के नए संगीत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसी समय सेरेना ने एल्बम का आखिरी गाना रिकॉर्ड करना खत्म किया था और अपने प्राइवेट रेस्ट एरिया में बैठी थी। मिया मेज पर झुकी हुई सेरेना का आने वाला शेड्यूल चेक कर रही थी। पिछले कुछ दिन उन्हें पूरी तरह से थका चुके थे। सुबह से रात तक रिकॉर्डिंग और प्रमोशन के अलावा कुछ नहीं था। आने वाले समय का शेड्यूल भी एक के बाद एक गतिविधियों से भरा हुआ था। सेरेना ने अपने कंधे ढीले किए, फोन निकाला और वीचैट खोला। मेरे साथ उसकी चैट हिस्ट्री अभी भी कल रात की बातचीत पर रुकी हुई थी। वीचैट के संदेशों को देखकर सेरेना के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। लिली ने शायद कल रात सोते समय अपना कंबल हटा दिया था। उसे नहीं पता था कि मैं किस समय सोया था। यह सोचकर सेरेना के चेहरे पर एक बार फिर गर्माहट दौड़ गई। लिली बिल्कुल उस पर गई थी। दोनों में से कोई भी ठीक से नहीं सोता था। उसी समय विश्राम कक्ष रेस्टरूम का दरवाजा अचानक खुला। सेरेना और मिया ने एक साथ ऊपर देखा। वो मिस क्लेयर थीं जो वापस आई थीं, पर उनके चेहरे के हाव भाव बहुत बिगड़े हुए थे। मिस क्लेयर, क्या कुछ हुआ है? सेरेना ने फोन नीचे रखा और पूछा। सेरेना, बहुत बड़ी बात हो गई है। कंपनी ने तुम्हारे आने वाले सभी शेड्यूल रद्द कर दिए हैं और आगे से वे कोई संसाधन, रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं कराएंगे। मुझे अभी खबर मिली है। ऐसा लगता है कि बाहर से किसी ने तुम्हें ब्लैकलिस्ट करने की चाल चली है। ब्लैकलिस्ट? क्यों? मिया ने जैसे ही ये शब्द सुने वो अपनी जगह से उछल पड़ी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें सेरेना को ब्लैकलिस्ट करने का क्या हक है? इसका कोई मतलब नहीं बनता। सेरेना ने कुछ नहीं किया है। सेरेना की भौहें भी तन गईं। उसे भी अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ है। मिस क्लेयर ने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर उठ रहे गुस्से को दबाया। अभी अभी उनकी कंपनी के कुछ मैनेजमेंट के लोगों से बहस हुई थी। खास तौर पर लीना के उस एजेंट से उसके चेहरे पर जो खुशी थी वो वाकई आग लगाने वाली थी। शायद इसलिए क्योंकि सेरेना इस वक्त बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और उसने दूसरों के हिस्से के मुनाफे में सेंध लगा दी है। ऐसी चीज बिग 3 कंपनियों के बाहर कोई और करने की हिम्मत नहीं कर सकता। या तो तिएनमे ने दबाव डाला है या शेंगशी ने, या हो सकता है कि दोनों ने मिलकर ये कदम उठाया हो। मिस क्लेयर इतने सालों से मैनेजर थीं। उन्हें मनोरंजन जगत की नब्ज अच्छी तरह पता थी। उन्हें हमेशा से डर था कि सेरेना के लिए इस तरह की मुसीबत खड़ी हो सकती है। उन्हें बस ये उम्मीद नहीं थी कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा, और वो भी धीरे धीरे दबाने के बजाय सीधे ब्लैकलिस्ट के रूप में। तो अब हम क्या करें? क्या कंपनी सेरेना को ठंडे बस्ते में डाल देगी? मिया चिंतित थी। वो फिक्र भरे चेहरे से सेरेना को देख रही थी। मिस क्लेयर ने भी सेरेना की ओर देखा। सेरेना, जेम्स रिवर से संपर्क करो। अभी सिर्फ वही है जो इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता निकाल सकता है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट देखा है। अगर यिंग हाई उसे तोड़ता है तो हम किसी भी समय यहाँ से जा सकते हैं। सही कहा। जेम्स रिवर को फोन करो। अपने पति को बुलाओ और बताओ कि तुम्हें परेशान किया जा रहा है।
जैसे ही मिया ने मेरा नाम सुना, उसकी आंखें चमक उठीं। बिल्कुल, क्या हमारे पास अभी भी वो मॉन्स्टर नहीं है? वे हमें डरा नहीं सकते। सेरेना सिर्फ एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसने सिर हिला दिया। वो जानती थी कि यह पीछे हटने का समय नहीं है। इसके अलावा वो और मैं अब पहले जैसे नहीं रहे थे। पिछली बार जब कुछ हुआ था और उसने मुझे नहीं बताया था, तो वो इसलिए था क्योंकि उसके मन में कुछ संकोच था, पर अब वे सारी झिझक खत्म हो चुकी थी। शनिवार का दिन था। मैं लिली के साथ मॉल में था, घूम रहा था और उसके लिए नए कपड़े खरीद रहा था। एक स्टे एट होम डैड के रूप में अपनी बेटी को खूबसूरती से सजाना एक पवित्र कर्तव्य जैसा था। सेल्स असिस्टेंट फिटिंग रूम में नन्ही लिली को नए कपड़े आजमाने में मदद कर रही थी। मैं बाहर सोफे पर अकेला बैठा इंतजार कर रहा था कि मेरा फोन बजा। मैंने कॉलर आईडी देखी और बिना सोचे ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। हे, आज दोपहर में मुझे कॉल करने का समय कैसे मिल गया? जेम्स, बुद्धू, मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। सिर्फ एक साधारण वाक्य ने मेरे चेहरे की मुस्कान को पूरी तरह गायब कर दिया। मेरा चेहरा गंभीर हो गया। किसी ने काफी साहसी कदम उठाया है। यिंग हाई ने क्या कहा? मेरा आने वाला सारा शेड्यूल कैंसिल कर दिया गया है और उन्होंने रिसोर्स भी काट दिए हैं। काफी बड़ा खेल खेल रहे हैं। यिंग हाई एंटरटेनमेंट की स्थिति समझने के लिए मुझे बस एक पल के सोच की जरूरत थी। जब मैंने सेरेना को यिंग हाई भेजा था, तो योजना का एक हिस्सा हमेशा से उनकी बैकिंग को ढाल शेल्टर के रूप में इस्तेमाल करना था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये पेड़ इतनी जल्दी अविश्वसनीय साबित होगा। ठीक है, मैं समझ गया। मेरा इंतजार करो, मैं अभी वहीं आ रहा हूँ। सेरेना ने धीरे से हूँ कहा, पर उसके बोलने का अंदाजा बदल चुका था। उस आवाज के मालिक का स्वर अब काफी खुश महसूस हो रहा था। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। कॉल खत्म हो गया। सेल्स असिस्टेंट लिली को नए कपड़ों में लेकर बाहर आई। नए कपड़ों में लिली परियों की कहानी की किसी नन्ही राजकुमारी जैसी लग रही थी। उसके बालों में बंधे 2 छोटे बटरफ्लाई बोज उसके मुस्कुराते चेहरे के साथ इधर उधर उछल रहे थे। मैंने सेल्स असिस्टेंट से लिली को लिया, पुराने कपड़े समेटे और बिल चुकाया। फिर नन्ही को गोद में उठाकर एग्जिट की तरफ चल दिया। लिली, क्या हम मम्मा को देखने चले? मैंने मुस्कुराते हुए कहा और लिली के गोल मटोल गाल को धीरे से सहलाया। मम्मा शब्द सुनते ही लिली की आंखें चमक उठीं। हाँ, लिली भी मम्मा को बहुत याद कर रही है। ठीक है, फिर अभी चलते हैं। लिली हंसने लगी। पापा, क्या मम्मा नन्ही लिली को याद कर रही हैं? हाँ, वो कर रही हैं। और इस बार हम मम्मा को घर लेकर चलेंगे। वे दोनों मॉल के पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ गए। उनकी हंसी खुले आसमान के नीचे गूंज रही थी। दोपहर के 3 बजे मैं यिंग हाई एंटरटेनमेंट की बिल्डिंग पहुंचा, कार पार्क की और लिली को गोद में लिए सीधा अंदर चला गया। रास्ते में काफी लोगों ने मुझे बच्चे को ले जाते हुए देखा। जिन्हें पता था कि क्या हुआ है, उनकी निगाहें कतरा रही थीं, पर वे लिफ्ट में जाते हुए मुझे मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वे जानते थे कि सेरेना का सबसे बड़ा पत्ता कार्ड आ गया है। वे ये जानने को भी उत्सुक थे कि यह आदमी जो अचानक कहीं से आया और मनोरंजन जगत में अपना नाम बना लिया, इस स्थिति को कैसे संभालेगा। मैं बिना किसी रुकावट के 12वीं मंजिल पर पहुंचा। मैंने सेरेना के रेस्टरूम का दरवाजा खोला। सेरेना, मिस क्लेयर और मिया सोफे पर बैठी बातें कर रही थीं। उन सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। आखिर ये वाकई एक पेचीदा स्थिति थी। अब तक कोई भी बड़ी कंपनी की इस तरह की आपसी लड़ाई के बीच फंसकर उभर नहीं पाया था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उन सबने एक साथ ऊपर देखा और मुझे देखते ही हर चेहरे पर राहत की एक लहर दौड़ गई। जेम्स रिवर आखिरकार आ गया था। नमस्ते लेडीज, ये चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं? मैंने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। मेरा अंदाज पूरी तरह रिलैक्स था। मुझे इस तरह शांत देखकर उन तीनों की घबराहट थोड़ी कम हुई। मम्मा हग्स, पापा ने कहा है कि वो आज आपको घर ले जा रहे हैं। लिली के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल गई। जैसे ही नन्ही जान ने अपनी मम्मा को देखा, उसने अपनी बाहें फैला दी और उनकी गोद में कूदने के लिए मचलने लगी। सेरेना उठी और उसने लिली को मेरी गोद से ले लिया। अपनी बेटी का मुस्कुराता चेहरा देखते ही उसके दिल की सारी चिंता एक झटके में गायब हो गई। उसने प्यार से नन्ही के गालों को चूमा और फिर थोड़ा नाटक करते हुए बोली, ओ भाई, यह गोल मटोल बच्चा कौन है? क्या ये अभी भी मेरी लिली ही है? जैसे ही मैंने सेरेना को ये कहते सुना, मुझे समझ आ गया कि अब आफत आने वाली है। हुआ भी वही। मम्मा की बात सुनकर लिली के होंठ तुरंत बाहर निकल आए। अभी कुछ पल पहले की वो प्यारी मुस्कान गायब हो गई। उसने दुखी मन से अपनी माँ को देखा। मम्मा बदल गई हैं। वो अब पहले जैसी अच्छी मम्मा नहीं रही। नन्ही के चेहरे के इस बिजली जैसी तेज बदलाव को देखकर हर कोई हंस पड़ा। मिया उसे चिढ़ाने के लिए आगे बढ़ी, पर लिली ने तिरस्कार से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे याद था कि पापा ने क्या कहा था। यही वो गोल मटोल आंटी हैं जो उसे स्नैक्स खिलाती रहती थी, जिसकी वजह से उसका वजन बढ़ गया। मैं भी उनके साथ हंसने लगा।
पूरे परिवार का एक साथ होना वाकई मुझे सुकून दे रहा था। मैंने आगे बढ़कर सेरेना का हाथ थामा। मेरी आंखों में गर्माहट और मुस्कान थी। पत्नी, एक पल मेरा इंतजार करो। चूंकि हम यहाँ से जा रहे हैं तो मुझे कम से कम किसी को कुछ तो कहना ही होगा। एक बार मैं ये निपटा लूं, फिर मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। हम अब अकेले शांति से आगे बढ़ेंगे। क्वाइटली ग्रो। सेरेना, जिसका हाथ मैंने अभी पकड़ा था, थोड़ी शर्मा गई। उसके दिल में एक मीठी गर्माहट महसूस हुई। उसने बस धीरे से हूं कहा। मैं क्या करने जा रहा था, उसे इस बात की परवाह नहीं थी। उसे मेरे हर फैसले पर पूरा भरोसा था। इतना कहकर मैंने मिस क्लेयर और मिया की तरफ देखा और उन्हें सिर हिलाकर इशारा किया। मेरे आत्मविश्वास को देखकर उनकी चिंता भी दूर हो गई। दोनों मुस्कुरा दी। मैं वापस एंजेला के ऑफिस की ओर चल पड़ा। मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो वो मंजर अभी भी मेरी यादों में धुंधला सा पर साफ था। मैंने सोचा नहीं था कि जब मैं दोबारा यहाँ लौटूंगा तो वो हमारे अलग होने का पल होगा। ज्यादा सोचे बिना मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एंजेला की जानी पहचानी आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। डिप्टी डायरेक्टर यांग, काफी समय बाद मिलना हुआ। वो काम में व्यस्त थी। एंजेला ने जैसे ही वो आवाज सुनी वो थोड़ा ठिठक गई। उसने ऊपर देखा और मेरी वही गर्मजोशी भरी मुस्कान देखी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस दिन थी जब उसने मुझे स्टेशन से रिसीव किया था। एक दुर्लभ शालीनता और शालीनता वाला व्यक्ति जैसा इस दुनिया में कम ही मिलता है। कितनी अफसोस की बात थी कि किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। गलत समय पर गलत इंसान से मिलना, वो बस एक मुस्कान के साथ इसे जाने ही दे सकती थी। एंजेला मुस्कुराई और उसने अपनी नजरें उठाकर सीधे सामने कुर्सी पर बैठे उस व्यक्ति मुझ की ओर देखा। मुझे लगा ही था कि तुम सीधे यहाँ आओगे। बस ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी आओगे। काफी समय बाद मिले, जेम्स रिवर। मिस्टर जांग, मैंने अपनी पत्नी की समस्या पर एक मजबूर पति की तरह अपना गाल खुजलाया। जब पत्नी मुश्किल में हो तो इस पति को कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना? चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आप जानती ही हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ। चूंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, मेरे पास सेरेना को अपने साथ ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपके एचआर विभाग में आप ही थी जिन्हें मैं ढूंढ सका। इस परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट की कागजी कार्यवाही मैं आप पर छोड़ता हूँ। एंजेला ने डेस्क पर रखी फाइलों को एक तरफ किया और सिर हिलाया। ठीक है, मैं ही तुम्हें कंपनी में लाई थी, तो ये सही है कि तुम्हारी रवानगी डिपार्चर भी मैं ही संभालूं। पर मेरे पिता तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल, चेयरमैन यांग का मुझसे मिलना चाहना एक अच्छी बात है। चलिए अभी चलते हैं। हमें दोपहर में पैकिंग करके घर भी निकलना है। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। यिंग हाई एंटरटेनमेंट को लेकर मेरी धारणा हमेशा अच्छी रही थी। उन्होंने जो फैसला लिया था मैं उसे समझ सकता था। आखिर किसी एक कलाकार के लिए एक कंपनी दूसरी कंपनी से सीधे युद्ध की उम्मीद नहीं कर सकती थी। ठीक है, चलिए। एंजेला ने भी देर नहीं की। वो तुरंत खड़ी हुई और दरवाजे की ओर बढ़ी। मैं उसके पीछे हो लिया। हम दोनों गलियारे में साथ साथ चले, पर ज्यादा बात नहीं हुई। इस मुलाकात में हम एक दूसरे से और भी दूर लग रहे थे, यहाँ तक कि हमारी पहली मुलाकात से भी ज्यादा। हम चेयरमैन के ऑफिस पहुंचे। डेविड यांग हमारा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे देखकर उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं हुई। इसके बजाय उन्होंने मेरे सामने चाय का एक कप रखा और कहा, ओल्ड जांग, तुम आ गए, आओ चाय पियो। मैं स्वाभाविक रूप से बैठ गया, चाय की एक चुस्की ली और मुस्कुराया। चेयरमैन यांग, आपकी उदारता के लिए शुक्रिया। मुझे आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने इस दौरान मेरी पत्नी का ख्याल रखा। सच में धन्यवाद। डेविड यांग भी मुस्कुराए। उन्होंने मुझे बिल्कुल उसी तरह देखा जैसे पहले दिन देखा था और भावुक होकर बोले, मैं ये धन्यवाद स्वीकार करता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। अफसोस है कि हम सेरेना को अपने साथ बनाए रखने में सक्षम नहीं रहे, पर तुम्हारा लक्ष्य तो पूरा हो गया होगा, है ना? मैंने डेविड यांग की आंखों में देखा। हम दोनों दो पुराने लोमड़ों ओल्ड फॉक्सेस की तरह थे, आंखों में मुस्कान लिए। चेयरमैन यांग, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तब मैं सच में पूरे दिल से चाहता था कि सेरेना आपकी कंपनी में शामिल हो। मेरा कोई और इरादा नहीं था। मैंने ये ईमानदारी से कहा और ये सच भी था। उस वक्त मैं वाकई चाहता था कि सेरेना को आराम करने के लिए एक बड़ा पेड़ मिले। मैंने बस उस गहराई को कम आंका था जो मैं अपनी मूल दुनिया से लेकर आया था। मेरी मूल दुनिया की उस गहराई ने मुझे दूसरों की नजरों में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और उतना ही खतरनाक बना दिया था। मिस्टर लिन के साथ हुई उस फोन कॉल के बाद ही मुझे अचानक सब कुछ साफ दिखने लगा था। उस पल से मैं सोच रहा था, अगर यिंग हाई एंटरटेनमेंट जैसा बड़ा पेड़ भी उस चीज को पनाह नहीं दे सका जो मैं अपनी पुरानी दुनिया से लाया हूं, तो फिर क्या। सौभाग्य से मैंने पहले ही एक योजना सोच ली थी। बात फिर वहीं आकर रुकी जो उस बुजुर्ग ने कही थी, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को इतना विनम्र नहीं होना चाहिए। डेविड यांग। मेरी बात सुनकर डेविड यांग केवल मुस्कुराए।
उन्होंने यकीन किया या नहीं ये अलग बात थी, पर उन्होंने मेज के दूसरी तरफ से सेरेना का कॉन्ट्रैक्ट मेरी ओर खिसका दिया। उन्होंने आगे कहा, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है। इस पल से सेरेना का हमारी कंपनी के साथ कोई संबंध नहीं है। उन गानों के कॉपीराइट भी पूरी तरह से सेरेना के पास रहेंगे। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि हमारी यिंग हाई एंटरटेनमेंट ने इस बार तुम्हारे लिए पूरी तरह मुफ्त में काम किया है। हमें बदले में सिर्फ एक अच्छा नाम मिला। तुमने ये खेल बहुत अच्छे से खेला नौजवान। डेविड यांग ने बेबसी और इस्तीफे भरे भाव से सिर हिलाते हुए कॉन्ट्रैक्ट मुझे सौंप दिया। डेविड यांग का अंदाज देखकर मैंने एक पल सोचा और तुरंत अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। 5 गाने। मैं यिंग हाई एंटरटेनमेंट के लिए बिना किसी शुल्क के 5 गाने लिखूंगा। जब भी चेयरमैन यांग के मन में कोई कलाकार हो, बस मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। इसे यिंग हाई के प्रति मेरा धन्यवाद समझें। निष्ठा का जवाब हमेशा निष्ठा से ही दिया जाना चाहिए। यिंग हाई ने सेरेना को रिसोर्स दिए थे और अब तक उन्होंने मुझसे कभी एक भी गाना नहीं मांगा था। ये उनकी ईमानदारी और सद्भावना थी। बदले में 5 गाने देना इस दौरान सेरेना का ख्याल रखने के लिए मेरा आभार और यिंग हाई की तरफ मेरा हाथ बढ़ाने का तरीका था। 5 गाने। डेविड यांग ने इस पर विचार किया। ये लगभग वैसा ही था जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। आखिर मैंने अब तक कुल मिलाकर मुट्ठी भर गाने ही लिखे थे। उन्होंने सेरेना को सिर्फ एक मंच दिया था, उसके बदले 5 गाने मिलना एक बहुत ही उचित सौदा था। बहुत अच्छे शियाओ जांग, तुमने खुद ये बात कही है तो वक्त आने पर मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगा। डेविड यांग हंसे और खड़े होकर मुझसे हाथ मिलाया। एंजेला एक तरफ खड़ी इन 2 छोटे और बड़े लोमड़ों को अपना खेल खेलते देख रही थी। उसे महसूस हुआ कि वो अभी भी इस मामले में काफी कच्ची है। उसे अब समझ आया कि बातचीत नेगोशिएशन ऐसे भी हो सकती है। किसी ने भी सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, फिर भी दोनों एक दूसरे का मतलब पूरी तरह समझ गए थे। डेविड यांग से थोड़ी देर और बात करने के बाद मैं खड़ा हो गया। इस मुलाकात का मकसद पूरा हो चुका था, अब और रुकने की जरूरत नहीं थी। वापस सेरेना के रेस्टरूम पहुंचा तो देखा कि बाकी सब अपना सामान पैक कर चुके थे। वे जानते थे कि अगर मैंने सेरेना को घर ले जाने की बात कही है तो मैंने आगे की योजना जरूर बना ली होगी। बस निकलने से पहले वे तीनों थोड़ी झिझक और अफसोस के साथ उस शानदार रेस्टरूम को आखिरी बार देख रही थीं। जब वे पहली बार यहाँ आई थीं, उन्हें यह जगह तुरंत पसंद आ गई थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि उन्हें यहाँ इतना कम समय बिताने को मिलेगा। उनके चेहरों पर झिझक देखकर मैंने अपना सिर खुजलाया। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अभी बड़े बड़े वादे करने से बेहतर था कि मैं उन्हें बाद में अपने काम से दिखाऊं। मुझे खुद पर भरोसा था, मैं उन्हें इससे भी बेहतरीन रेस्टरूम दिलाकर रहूंगा। एक दिन हम यिंग हाई एंटरटेनमेंट से निकले और आर्टिस्ट अपार्टमेंट्स पहुंचे। उन तीनों का छोटे बड़े बैग्स का सामान दोनों कारों में ऊपर तक भर गया था। एंजेला के साथ हैंडओवर की सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद हम कारों में बैठे और अपने घर की ओर चल दिए। शहर की ये यात्रा उन तीनों के लिए किसी सपने जैसी थी। पिछली बार जब वे यहाँ पूरे संकल्प के साथ आए थे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कल की ही बात हो। किसी ने नहीं सोचा था कि पलक झपकते ही वापस जाने का समय आ जाएगा। मिया कार की खिड़की से तेजी से पीछे छूटते नजारों को देख रही थी। मन में एक हल्की उदासी महसूस करते हुए वो मुड़ी और गाड़ी चला रही मिस क्लेयर की ओर देखा। मिस क्लेयर, आपको क्या लगता है कि जेम्स रिवर अब आगे क्या करेंगे? मिस क्लेयर ने सिर हिलाया, पर उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। मुझे नहीं पता, पर मुझे यकीन है कि उनके पास कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब वो मुझे ढूंढते हुए अस्पताल आए थे। उनमें मुझे एक ऐसा आत्मविश्वास दिखता है जो दूसरे लोगों में नहीं होता। मिया ने आधा समझते हुए सिर हिलाया और फिर से खिड़की के बाहर देखने लगी। उसने भी गौर किया था कि पता नहीं कब वो आदमी जिसे वो कभी नापसंद करती थी, अब वो सहारा एंकर बन गया था जिस पर बाकी सब भरोसा करते थे। जब तक वे सब घर पहुंचे, आसमान में अंधेरा छा चुका था। मिया उस रात मिस क्लेयर के यहाँ रुकने वाली थी। उन्होंने कल मेरे घर पर नूडल सूप साथ में खाने का प्रोग्राम बनाया और फिर विदा ली। घर वापस आने के बाद अपनी माँ से दोबारा मिलकर लिली की ऊर्जा 7वें आसमान पर थी। शाम के 7 बजे बज चुके थे, पर नन्ही जान की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो सेरेना की बाहों में दुबक गई थी और बाहर आने को तैयार नहीं थी। आपको समझना होगा कि जब से उसने किंडरगार्टन शुरू किया था, उसका एक अच्छा रूटीन बन गया था। आमतौर पर इस वक्त मैं उसे परियों की कहानियां सुनाकर सुला रहा होता था, पर कल रविवार था, इसलिए मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। हम तीनों ने साथ में साधारण सा डिनर किया। खाना खाने के बाद लिली की जिद पर मुझे और सेरेना को उसके साथ सोफे पर दुबककर कार्टून देखने पड़े। सेरेना और नन्ही लिली एक बार फिर मेरी बाहों में सिमट गईं, दोनों तरफ एक एक। उस पल मुझे एक सच्चे फैमिली हेड जैसा एहसास हुआ और मेरे चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान थी कि गालों में दर्द होने लगा। सच में पूरे परिवार के साथ होने से बेहतर कुछ भी नहीं। आम दिनों में जब सिर्फ लिली साथ होती थी तो मुझे हमेशा जिंदगी में किसी चीज की कमी महसूस होती थी।
शानदार लिविंग रूम की उस हल्की और गर्म रोशनी में लिली की हंसी समय समय पर गूंजती रही। साथ में टीवी पर चल रहे कार्टून के शोर ने घर के हर कोने को खुशियों से भर दिया। कार्टून के 2 एपिसोड खत्म होने के बाद सेरेना लिली को जबरदस्ती हाथ मुंह धुलाने ले गई। मैं धीरे से हंसा, अंगड़ाई ली और टीवी बंद कर दिया। जब सेरेना और लिली तैयार होकर बेडरूम में चली गई, तब मैंने भी शॉवर लिया और फिर बड़े और छोटे दोनों को उनकी बेड टाइम स्टोरी सुनाने के लिए बिस्तर पर जा लेटा। कहानी के बीच में ही लिली जल्दी सो गई। मैंने सावधानी से लाइट बंद की और सोने की तैयारी करने लगा, पर कुछ ही देर बाद लिली के ऊपर से होती हुई एक गर्माहट भरी कोमलता मेरी बाहों में आकर सिमट गई। मेरी नींद का एक एक कतरा तुरंत उड़ गया। मैंने नीचे देखा और अंधेरे में सेरेना के भरे हुए गालों को धीरे से सहलाया। उसका एहसास पहले से भी कहीं बेहतर था। अंधेरे में मुझे सेरेना की तेज होती सांसें और उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। अगले ही पल मैंने अपनी आंखें बंद की और अंधेरे में उसके होंठ ढूंढकर उसे चूम लिया। सेरेना के मुंह से एक हल्की आह निकली। उसका शरीर एक पल के लिए ठिठका और फिर पूरी तरह कोमल होकर मुझमें सिमट गया। दूरियां अक्सर प्यार बढ़ा देती हैं। दोनों ही उस पल में खो गए। काफी देर बाद सेरेना ने अपने दोनों हाथ मेरे सीने पर रखे। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं, पर वो इतनी होश में थी कि उसने मेरे शरारती हाथ को पीछे हटा दिया और फुसफुसाते हुए बोली, अभी नहीं, लिली जाग जाएगी। मैं भी संघर्ष कर रहा था। मेरा गला सूख गया था। मैंने मुश्किल से थूक घूंटा और अपने अंदर की बेचैनी को दबाया। मुझे पता है, मैं नहाने जा रहा हूँ। इतना कहकर मैंने एक गहरी सांस ली, सावधानी से बिस्तर से उतरा और फुर्ती से बाहर निकल गया। मुझे डर था कि अगर मैं एक पल और वहां रुका तो अपना आपा खो दूंगा। सेरेना का ये अंदाज वाकई बहुत दिलकश था। ये कितनी मुश्किल स्थिति थी। साफ था कि लिली के लिए एक अलग कमरा ढूंढना अब मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। मैंने ठंडे पानी से शॉवर लिया ताकि दिमाग से हर फालतू विचार निकल जाए। सितंबर के अंत में मौसम अब उतना गर्म नहीं था, खासकर रात में। अब मुझे सिर्फ ठंड लग रही थी, कोई और विचार बाकी नहीं रहा। मैं वापस रजाई में घुसा और सेरेना को अपनी बाहों में खींच लिया। इस बार दोनों में से कोई नहीं हिला। बाहर रात गहरी थी और अंदर दोनों एक दूसरे को थामे हुए थे। धीरे धीरे दोनों गहरी नींद में सो गए। अगले दिन मेरे यहाँ सिर्फ मिस क्लेयर और मिया ही नहीं आए, बल्कि चेन फोंग को भी बुलाया गया था। ये चेन फोंग की सबके साथ पहली औपचारिक मुलाकात थी। बस ये मुलाकात वैसी शांत नहीं रही जैसी मैंने सोची थी। अभी लिविंग रूम में मिया और चेन फोंग एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे कट्टर दुश्मन हो। उनके बीच में मासूम लिली अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपका रही थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये अंकल और आंटी लड़ने क्यों वाले हैं। मैं यहाँ पहले आई थी, लिली मेरे साथ रहेगी। मिया, जो कद और काठी में चेन फोंग से छोटी थी, तेवर दिखाने में बिल्कुल पीछे नहीं थी। उसने लिली का एक हाथ पकड़ रखा था और चेन फोंग को नफरत भरी नजरों से देख रही थी। पहले आने से क्या होता है, लिली को मेरा गिफ्ट ज्यादा पसंद आया है। देखो, उसने अभी भी वही खिलौना पकड़ा है जो मैं लाया हूँ। चेन फोंग ने बड़े ही घमंड से मिया को नीचे की तरफ देखा। उसका वो चेहरा देखकर मिया का मन कर रहा था कि वो उछलकर उसे एक मुक्का मार दे। ठीक है, ठीक है, मैंने तुम सबको यहाँ लड़ने के लिए नहीं बुलाया है। और लिली तुम दोनों में से किसी की नहीं है, वो मेरी है। मैंने बेबसी से अपना सिर पकड़ा और लिली को उन दोनों के बीच से उठाकर अपनी गोद में ले लिया। इस पर उन दोनों ने मुझे ऐसे घूरा जैसे मैंने उनकी कोई कीमती चीज छीन ली हो। उनकी उस नाराजगी को इग्नोर करते हुए मैं लिली को लेकर सोफे पर बैठ गया। मिया फुफकारती हुई सेरेना के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और आपको क्या लगता है, क्या मिया और चेन फोंग की ये नोकझोंक आगे चलकर हमारी नई कंपनी में कोई मजेदार मोड़ लाएगी? इसे जोर से हिलाना शुरू कर दिया। मैसेज साफ था, अपने हस्बैंड को कंट्रोल में करो, वो लोगों को बुली कर रहा है। चेन फोंग भी साफ तौर पर नाखुश था। वो अभी अभी आया था और मुश्किल से उस नन्हे बच्चे को गोद में ले पाया था। अभी तो वो ठीक से वार्म अप भी नहीं हुआ था जब मिया वहां आ गई और उसके लिए उससे लड़ने लगी। और अब मैं भी इसमें कूद पड़ा था। ओल्ड जैंग, तुमने मुझे यहाँ सिर्फ मेरे साथ मजे लेने के लिए बुलाया था, है ना? चेन फोंग ने एक लंबी कराह के साथ कहा, लेकिन मैंने उस बात को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय मैं सीधा खड़ा हुआ और कहा, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे सीरियस होते देख सबने अपनी मस्ती छोड़ दी और ध्यान से सुनने लगे। यार, मैं एक एंटरटेनमेंट कंपनी शुरू करना चाहता हूँ। नाम इसे शी एंटरटेनमेंट कहते हैं। अगर तुम आजकल फ्री हो तो एक सूटेबल लोकेशन ढूंढने में मेरी मदद करो। शुरुआती स्केल बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है। आखिर हमारे पास अभी ज्यादा लोग नहीं है। मेरी बातें सुनकर हर किसी के अंदर एक खामोश एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। मिस क्लेयर और मिया खासकर जब उन्होंने सुना कि मैं एक एंटरटेनमेंट कंपनी शुरू करने जा रहा हूँ, उनके अंदर उम्मीद की एक लहर जाग उठी। ये एक ऐसी कंपनी बनाने जैसा होगा जो सच में उनकी अपनी होगी।
अब और दूसरों के मूड के हिसाब से जवाब देने की जरूरत नहीं होगी। भले ही ऐसा कुछ एक दूर के सपने जैसा लग रहा था, लेकिन इसे मेरे मुंह से सुनकर हमेशा लोगों को एक सुकून और पॉसिबिलिटी का एहसास होता था। चेनफोंग इसे सुनकर ज्यादा हैरान नहीं था। उसे भी आज आने से पहले सेरीना की ब्लैकलिस्टिंग के बारे में पता चल गया था। मेरा अब एक एंटरटेनमेंट कंपनी सेटअप करना पूरी तरह से सेंस बना रहा था। चेनफोंग को बस एक पल सोचने की जरूरत पड़ी और उसकी आंखें चमक उठीं। वो एक्साइटमेंट से भरे चेहरे के साथ आगे बढ़ा। ओल्ड जैंग, जिस कमर्शियल बिल्डिंग में अभी हमारी कंपनी है, उसका एक फ्लोर असल में रेंट के लिए लिस्ट होने वाला है। अभी तक किसी ने उसे लिया नहीं है। मुझे लगता है वो लोकेशन ग्रेट रहेगी और उसके ऊपर हम दोनों कंपनियों को एक ही बिल्डिंग में मूव कर सकते हैं। शी एनिमेशन, शी एंटरटेनमेंट, दो कंपनियां साथ होने से आगे जाकर चीजें बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएंगी। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और एक पल के लिए इस पर विचार किया। शहर के सेंटर में वो मल्टी स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग, वो सच में एक अच्छा स्पॉट था और एक अर्ली स्टेज कंपनी की लोकेशन के लिए कन्वीनियंट था। ये बिल्कुल काम करेगा। एक बार जब कंपनी बाद में टेक ऑफ कर लेगी तो हम हमेशा एक नई जगह ढूंढ सकते हैं। ठीक है यार, पहले उनसे जाकर बात करो। अगर बात बन जाती है तो हम एक हफ्ते में ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन करने चलेंगे। बस एक पल के सोच विचार के बाद फैसला ले लिया गया। पूरा एक हफ्ता इंतजार क्यों? चेनफोंग ने एक पजल लुक के साथ पूछा। अगर इसे एक हफ्ता डिले करना था तो उसे लीज की डेट को टालने का कोई रास्ता भी ढूंढना होगा। मैं थोड़ा चिढ़ गया। भला और क्या वजह होगी? मेरे पास अभी उतना पैसा नहीं है और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो अभी तक हुई नहीं है। मुझे थोड़ा और इंतजार करना होगा। अभी सही समय नहीं है। मुझे पहले बुलेट को थोड़ा उड़ने देना होगा। मैं उनकी कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस को देखकर मुस्कुराया और आगे कुछ नहीं कहा गया। एक्सप्लेनेशन का वही अंत था। समय तेजी से बीता। पलक झपकते ही सितंबर लगभग खत्म हो चुका था। सेरीना को शहर वापस आए एक हफ्ता हो गया था। ऑनलाइन नेटिजन्स जो बेसब्री से सेरीना के आने वाले नए एल्बम का इंतजार कर रहे थे, धीरे धीरे नोटिस करने लगे कि कुछ गड़बड़ है। बिना ये जाने कि ये कब शुरू हुआ, ऑनलाइन सेरीना के बारे में लेटेस्ट न्यूज अचानक शांत हो गई थी। अचानक और बिना किसी वार्निंग के बस गायब हो गई। उन्हें पता भी नहीं चला कि क्या हुआ था और जाहिर है उन्हें पता चलेगा भी नहीं। ये सब उन छोटी और मिड साइज्ड एंटरटेनमेंट कंपनियों की वजह से था, जिन्होंने कुछ दिनों तक साइडलाइंस पर बैठकर देखने के बाद कि मैंने कोई मूव नहीं किया है, अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। आखिर ये बड़े तीन में से एक था। पावरफुल कैपिटल का मुकाबला कभी भी एक अकेला इंसान नहीं कर सकता और अपनी चिंताएं दूर होने के बाद अलग अलग कंपनियों ने मूव करना शुरू कर दिया और इस तरह ऑनलाइन जो सीन चल रहा था वो सामने आया। मीडिया ने सेरीना से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को पब्लिश करना बंद कर दिया। दूसरे सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स जो सेरीना के साए से आजाद हो गए थे फिर से शोर मचाने लगे। यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट गॉसिप अकाउंट्स ने भी धीरे धीरे सेरीना से रिलेटेड कुछ भी पोस्ट करना बंद कर दिया। ये सब कैपिटल का काम था। यहाँ तक कि नेटिजन्स के अपने पोस्ट के मोमेंटम को भी इन ताकतों ने दबा दिया था। समय ऐसा लग रहा था जैसे पॉज बटन दब गया हो। सेरीना से जुड़ा हर टॉपिक ठीक एक हफ्ते पहले की स्थिति में फ्रीज हो गया था। नेटिजन्स जो धीरे धीरे होश में आ रहे थे वो सिर्फ सेरीना के वीबो और माई डुइन पर एक साथ जमा होकर डिस्कस कर सकते थे कि क्या हो रहा है। खासकर जब उन्होंने शोर शराबे और उथल पुथल से भरे लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखे, उन्होंने खुद को सेरेना और मुझे और भी ज्यादा मिस करते हुए पाया और इसलिए बहुत से नेटिजन्स ने उनके वीबो पेजों और डुइन अकाउंट्स पर बाढ़ ला दी और पूछने लगे कि क्या हुआ था। सेरीना की सबसे रिसेंट वीबो पोस्ट अभी भी वही थी जिसमें 1 अक्टूबर को एल्बम आने का अनाउंसमेंट था। इस पॉइंट पर उस पोस्ट के नीचे कमेंट काउंट 10 मिलियन को पार कर गया था। व्यू काउंट 100 मिलियन क्रॉस कर चुका था। अभी भी यही हूँ, अभी भी जिंदा हूँ। क्या चल रहा है? अचानक सब शांत क्यों हो गया? आकर कुछ कहो। ये मुझे बहुत बुरा फील करा रहा है। एक और दिन बिना किसी नए अपडेट के। भाइयों, मेरा पोस्ट बूस्ट करने में मेरी मदद करो। सीरियसली, मेरे पोस्ट पर पहले ही इतने सारे लाइक्स और रीपोस्ट हैं। ये ट्रेंड क्यों नहीं कर रहा? बिल्कुल, कुछ तो डेफिनेटली गड़बड़ लग रहा है। तुम्हें इसे फील करने की जरूरत नहीं है। ये गड़बड़ ही है। ये सिचुएशन मुझे कुछ समय पहले के एक खास आर्टिस्ट की धुंधली याद दिला रही है। क्या तुम उसी की बात कर रहे हो जो ब्लैकलिस्ट हो गया था? कोई चांस नहीं है। जैसे जैसे समय बीता नेटिजन्स की बेचैनी बढ़ती गई, खासकर तब जब उन्होंने अचानक नोटिस किया कि सेरीना के नाम के नीचे वाला वीबो टैग, जिस पर पहले यिंग है एंटरटेनमेंट का लेबल दिखता था, अब गायब था। क्या सेरीना सच में ब्लैकलिस्ट हो गई है या वो फिर से इंडस्ट्री से रिटायर हो गई है? एक पल के लिए सभी नेटिजन्स को कंफ्यूजन महसूस हुआ। उन्होंने अभी अभी कुछ सच में अच्छा म्यूजिक सुनना शुरू किया था और अब वापस उसी कचरे पर जाना जिसे वो पहले सुना करते थे, कुछ ऐसा था जिसे वो सच में बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तुमने हमारे कान खराब कर दिए और अब तुम इसे ऐसे ही छीन रहे हो। नेटिजन्स इस दौरान कंफ्यूजन से इन्वेस्टिगेशन और फिर सीधे गुस्से की ओर बढ़ गए। सेरीना के अलावा
वीबो और मेरे डुइन यिंगहाई एंटरटेनमेंट के कमेंट सेक्शन में भी उनकी वजह से बाढ़ आ गई और सब तहस नहस हो गया। गुस्से से भरे नेटिजन्स बिना सिर के मक्खियों की तरह हर जगह टकरा रहे थे। उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन असली थी। एल्बम अभी तक ड्रॉप भी नहीं हुआ और अब इंसान ही गायब हो गया। इस वक्त टीएनमी एंटरटेनमेंट की बिल्डिंग में लुगाओ का सेक्रेटरी ठंडे पसीने पोंछते हुए सिचुएशन रिपोर्ट कर रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सेरीना के गायब होने से नेटिजन्स का ऐसा रिएक्शन आएगा। चेयरमैन, क्या हमें सच में ऑनलाइन कुछ करने की जरूरत नहीं है? अभी वहाँ सिर्फ गुस्सा भरा हुआ है। हमारे नीचे की कंपनियां भी इसे झेल नहीं पा रही हैं। इस इंसिडेंट का ओरिजिन टीएनमी एंटरटेनमेंट की तरफ इशारा करता है। अगर चीजें बिगड़ी तो हर कोई तिनमे पर उंगली उठाएगा। लेकिन लुगाओ के एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत थे। उसने अपना हाथ हिलाया। इसकी चिंता मत करो, बस एक भीड़ है। एक बार जब वो अपनी भड़ास निकाल लेंगे तो वो नेचुरली शांत हो जाएंगे। लुगाओ ने अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी ऑफिस का दरवाजा अचानक खुला और ह्यूमन रिसोर्स और ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का हेड पसीने में तरबतर होकर अंदर आया। इससे पहले कि लुगाओ अपनी भौहें सिकोड़कर कुछ कहता, वो पहले ही बोल पड़ा। चेयरमैन जेम्स रिवर्स, उसने वीबो पर पोस्ट किया है। लुगाओ की त्योरियां और भी चढ़ गईं। उसके चेहरे पर साफ चिड़चिड़ापन था। उसने वीबो पर पोस्ट किया तो किया, तुम तमाशा क्यों बना रहे हो? बस उसके पोस्ट का ट्रैफिक सप्रेस करते रहो। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही उसे सप्रेस करने की। ऑपरेशंस डायरेक्टर की आवाज में रोने जैसा लहजा था। उसके हाथ भी हल्के कांप रहे थे। उसने एक गाना पोस्ट किया है। इसका नाम काउंटर स्ट्राइक है। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हयांग ने इसे रीपोस्ट और लाइक किया है। बड़ी खबर, जेम्स रिवर्स ने आखिरकार वीबो पर पोस्ट किया है। पहले क्योंकि ट्रैफिक सप्रेस किया गया था, इसलिए सिर्फ थोड़े से नेटिजन्स को इसके बारे में पता चला। लेकिन अब वो पोस्ट सीधा ट्रेंडिंग चार्ट्स में टॉप पर पहुंच गई। क्यों, आप पूछेंगे? क्योंकि नेशनल ब्रॉडकास्टर ने अभी इसे रीपोस्ट किया है। खुशी की लहर। हर किसी के लिए उस पल में ये अंधेरे में रोशनी की एक किरण मिलने जैसा था। इतने लंबे समय से दबे रहने के बाद उन्होंने एक्साइटमेंट में उस पोस्ट को टैप करके खोला जिसे नेशनल ब्रॉडकास्टर ने रीपोस्ट किया था। वीबो पोस्ट के अंदर एक वीडियो और एक लंबा रिटेन स्टेटमेंट था। हेलो एवरीवन, बहुत समय बाद मिले। मैं आज वीबो अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि पिछले कुछ समय से सेरीना के साथ क्या हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेरीना ने यिंगहाई एंटरटेनमेंट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। बेशक हम और यिंगहाई अच्छे माहौल में अलग हुए हैं। हर कोई पहले शांत हो जाइए। टैलेंट मुसीबत को अट्रैक्ट करता है। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को नेविगेट करना आसान नहीं है। कोई नहीं चाहता था कि हमारे लिए चीजें अच्छी रहें। उन्होंने बिना किसी परवाह के सेरीना के खिलाफ एक ब्लैकलिस्टिंग ऑर्डर जारी कर दिया। मुझे लगता है कि मेरे बिना कहे ही आप सब गेस कर सकते हैं कि वो कौन है। बस ये जान लीजिए कि वो यिंगहाई एंटरटेनमेंट नहीं था। अभी के लिए हमारे पास बाहर जाकर अपना कुछ खड़ा करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। यहाँ मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ जिन्हें लगता है कि वो जो चाहें कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री में ये आदमी तुम इसे कवर नहीं कर सकते। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का नया एरा, हम ही वो होंगे जो इसे पूरी तरह बदल देंगे। नीचे दिया गया गाना काउंटर स्ट्राइक कहलाता है। ये उनके लिए है और आप सभी के लिए भी। इस दौरान आपके सपोर्ट और फिक्र के लिए आप सभी का शुक्रिया। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। बस इन शब्दों को पढ़कर ही नेटिजन्स एक्साइटमेंट से झूम उठे। वाकई उनका अंदाजा सही था। कैपिटल फिर से एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को सप्रेस कर रहा था। चाइनीज एंटरटेनमेंट आखिर बन क्या गया है? और उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने ऐसा किया। एक रेयर और असली आर्टिस्ट आखिरकार सामने आया था। एक रेयर गॉड लाइक सॉन्ग राइटर आखिरकार सामने आया था और वो सच में उन्हें ब्लैकलिस्ट करना चाहते थे। उस पल में नेटिजन्स के दिलों में आग लग गई। उन्हें ये सोचने की जरूरत भी नहीं थी कि अगर वो यिंगहाई एंटरटेनमेंट नहीं है तो चाइनीज म्यूजिक वर्ल्ड में सिर्फ वही दो जायंट्स हो सकते हैं जो ऐसा कुछ करने के काबिल हैं। उन्होंने अभी तक हयांग का लिखा हुआ भी नहीं पढ़ा था जब उसने इसे रीपोस्ट किया। अभी तक वीडियो पर क्लिक भी नहीं किया था और नीचे कमेंट्स पहले ही एक्सप्लोड हो चुके थे। अरे कम ऑन, यह कहने की जरूरत ही नहीं है। ये या तो तिनमे है या शांक्षी। क्या उन्हें सच में लगता है कि हम नेटिजन्स मर चुके हैं? ये अब सिर्फ लाइन क्रॉस करना नहीं है, ये हमारे सिर पर गंदगी करने जैसा है। मेरी आंखें और कान कई दिनों से गंदे हो रहे हैं। भाइयों, हम क्या करें? उनके पेजेस पर जाकर हमला भी मत करो, तुम बस उन्हें ट्रैफिक दे रहे होगे। भाइयों, पहले रैशनल बनते हैं। तुम अभी जाकर उन्हें हीट दे रहे हो। अब से उन दो कंपनियों से जो कुछ भी आएगा हम उसका बॉयकॉट करेंगे। बिल्कुल, ऊपर वाला बंदा सही कह रहा है। पहले देखो हयांग ने क्या कहा है, फिर वीडियो देखो। और क्या जेम्स रिवर्स ने नहीं कहा कि जेम्स रिवर्स आखिरी दम तक लड़ेगा? हम बस उसे सपोर्ट करते हैं। सही बात है, सही बात है। पहले वीडियो देखो।
नेटिजन्स के बीच गुस्से की लहर के बाद वे वापस वीबो पोस्ट पढ़ने गए और हायांग ने अपने रीपोस्ट में जो लिखा था वो साफ नजर आ रहा था। गाना ग्रेट है। अगर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाए तो बेझिझक हमारे पास हायांग आ जाना। साथ ही हायांग का नया प्रोग्राम चेसिंग ड्रीम्स विद यंग हार्ट्स कल रात 8 बजे आधिकारिक तौर पर हायांग चैनल पर एयर होगा। थीम सॉन्ग एक साथ हुई पर अपलोड किया जाएगा। एक मजेदार बात, थीम सॉन्ग एक्सक्लूसिवली जेम्स रिवर्स ने लिखा है। समय पर ट्यून इन करने के लिए आप सभी का स्वागत है। तुम्हारा क्या मतलब है कि इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर सकते तो हायांग आ जाओ? हम नेटिजन्स एग्री नहीं करते। बेशक नेटिजन्स समझ गए थे। एक बार अगर मैं हायांग चला गया तो आगे आने वाले कोई भी नए गाने बहुत कम और दूर दूर हो जाएंगे। मैं अब बस कैजुअली गाने नहीं निकाल पाऊंगा। ये अनएक्सेप्टेबल था। बदकिस्मती से मैंने तुरंत हायांग को रिप्लाई किया, इनवाइट के लिए शुक्रिया हायांग, मैं वहां नहीं आऊंगा। ये इंटरेक्शन, ये रिस्पॉन्स, इसने उस पल में नेटिजन्स को गहराई से सेटिस्फाई कर दिया। इसे पढ़ने वाले सभी नेटिजन्स ने अनजाने में सिर हिलाया। सही है, वो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का हिस्सा है, वो कहीं और नहीं जा सकता। रही बात उसके मोमेंटम की, तो वो हम होंगे जो उसे प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद नेटिजन्स ने धड़कते दिल और उम्मीद के साथ एक्साइटमेंट में वीडियो टैप करके खोला। इतने समय से उनका कोई नया गाना नहीं सुना था। इसे बहुत मिस किया। वीडियो खुला। वीडियो में मैंने एक डेनिम जैकेट पहनी थी, आंखें बंद थी, एक हाथ में माइक्रोफोन ऊंचा उठा हुआ था और मेरे चेहरे के हर इंच से फाइटिंग स्पिरिट झलक रही थी। अगले ही पल म्यूजिक शुरू हुआ। इलेक्ट्रिक गिटार से चलती एक तेज और अर्जेंट मेलोडी, जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिकली सिंथेसाइज्ड बैटल एंथम की लेयर थी। इसने हर किसी को अनजाने में अपना सिर ऊपर नीचे हिलाने पर मजबूर कर दिया। फिर वीडियो में मैंने अपनी आंखें झटके से खोली, माइक पकड़ा और पहली लाइन शुरू की। मैं म्यूजिक के साथ जंप कर रहा था, अपना हाथ ऊंचा उठाता और उसे नीचे की ओर क्रैश करता। इसे सुनने वाला हर नेटिजन अनजाने में अपनी बॉडी को साथ में मूव करने लगा। उनमें से कुछ तो खाना बनाने के बीच में थे, अपने स्पैटुला पकड़े हुए थे और खुद को हवा में उन्हें लहराने से रोक नहीं पाए। गाना चलता रहा। तुम जानना चाहते हो कि बैटल एंथम कैसा सुनाई देता है? ये है एक बैटल एंथम। ये पूरी तरह से आग है और इस आदमी की सॉन्ग राइटिंग हमेशा की तरह आज भी कंसिस्टेंट है। गाना सुन रहे नेटिजन्स एक्साइटेड हो उठे। उन्होंने अपनी उंगलियों से अपनी स्क्रीन्स पर वार किया। उनमें से हर किसी को ऐसा लगा जैसे वे खुद वॉरियर्स में बदल रहे हों। काउंटर स्ट्राइक, काउंटर स्ट्राइक, वाइल्ड कार्ड जाने के लिए तैयार है। तुम हमें ब्लैकलिस्ट करना चाहते हो तो आ जाओ, फिर ले आओ इसे। फाइट वू, एक बैटल एंथम। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में बैटल एंथम सुने हुए कितना समय हो गया है। ये प्योर सेटिस्फैक्शन है। भाइयों, मैं तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ। मैंने अभी कुछ मीडिया आउटलेट्स को सेरेना के लेटेस्ट अपडेट के बारे में पोस्ट करते देखा। ये क्लाउन्स कुछ अलग ही है। वे ज्यादा देर टिक नहीं सके। हिलेरियस, सेम। मैंने भी इसे देखा। अब तो गॉसिप अकाउंट्स भी रेंगते हुए बाहर आ रहे हैं। हमें ब्लैकलिस्ट करो, जाओ और हायांग को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश करो। क्या किसी ने किसी को ब्लैकलिस्ट करने के लिए तुम्हारी परमिशन मांगी थी? हाँ, काउंटर स्ट्राइक वाले मेरे एक वेबो पोस्ट ने बेचैन और फ्रस्ट्रेटेड नेटिजन्स को तुरंत एक ठिकाना दे दिया। उस आदमी ने लगभग अजय अंदाज में एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर को तोड़ दिया था। अपनी टैलेंट के साथ उसने सबसे हाई प्रोफाइल तरीके से कदम आगे बढ़ाया था, ये डिक्लेयर करते हुए कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का एक नया एरा आधिकारिक तौर पर आ चुका है। इस मोमेंट पर सबसे ज्यादा सफर करने वाले वे मीडिया आउटलेट्स और इंडिपेंडेंट गॉसिप अकाउंट्स थे। उनमें से हर कोई अंदर ही अंदर रो रहा था। कैपिटल ने पहले प्रेशर डाला था और कुछ दिनों तक बीच में लटके रहने के बाद वे हमेशा की तरह हार मान गए थे। कैपिटल ने जिसकी उम्मीद नहीं की थी वो ये था कि मैं यहाँ उनका इंतजार कर रहा था। हायांग ने पहले ही लाइक और रीपोस्ट कर दिया था। वे हायांग के छोटे फॉलोअर्स थे। क्या वे लाइन में न आने का रिस्क उठा सकते थे? ये सच में बहुत मुश्किल था। ऐसा लग रहा है जैसे न्यू ईयर जल्दी आ गया है। न्यू ईयर आ गया है। जैसे जैसे मेरे वेबो पोस्ट का ट्रैफिक और भी बढ़ता गया, खबर सुनकर और भी ज्यादा नेटिजन्स वहां उमड़ पड़े। उन्होंने एक्साइटमेंट में उस पोस्ट को टैप करके खोला जिसका वे इतने समय से इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। बेशक ये वही होना चाहिए था। सिर्फ इस आदमी के गाने ही उन्हें पूरी तरह से खुद को खोने पर मजबूर कर सकते थे। और सिर्फ आज का काउंटर स्ट्राइक ही नहीं, कल हायांग का चेजिंग ड्रीम्स विद अ यंग हार्ट भी आने वाला था और उसके अगले दिन सेरीना का एल्बम ड्रॉप होने वाला था। इसमें न केवल न्यू सॉन्ग के गाने थे बल्कि एक मिस्टीरियस नया गाना इन लव भी था। इन लव का नाम सुनकर नेटिजन्स को एक पल में प्योर खुशी की लहर महसूस हुई। ये सच में वैसा ही था जैसे न्यू ईयर जल्दी आ गया हो। ऑनलाइन बज पूरी तरह से एक्सप्लोड हो गया क्योंकि कई मीडिया आउटलेट्स और गॉसिप अकाउंट्स इसमें कूद पड़े। ये सिर्फ वीबो नहीं था, यहाँ तक कि टूटियाओ, डुइन और सनसनीखेज न्यूज फीड्स भी इसमें शामिल हो गए। अचानक मेरा वीबो पोस्ट और हायांग का रीपोस्ट एक साथ हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग चार्ट्स में टॉप पर पहुंच गए।
जो कुछ भी पहले टॉप पर था उसे नीचे धकेल दिया गया और वो दूसरे नंबर पर कांपने लगा। टीएन में एंटरटेनमेंट के अंदर लुगाव चार्ट्स पर राज करने वाले उस पोस्ट को देख रहा था जो न रुकने वाले मोमेंटम के साथ चमक रहा था। उसके एक्सप्रेशन अब तक के सबसे डार्क पॉइंट पर पहुंच चुके थे। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हायांग बाहर आकर मुझे इस तरह बैक करेगा। पास्ट में ये आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज कैपिटल के लिए सिर्फ खिलौनों से बढ़कर कुछ नहीं थे। यहाँ तक कि जब सेरीना और मैं अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पर थे उसने इसे कभी सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि मोमेंटम हमेशा बीत जाता है, इसे हमेशा वापस नीचे धकेला जा सकता था। एक बार मोमेंटम चला गया तो सब कुछ फिर से शांत हो जाता। कैपिटल को कभी हराया नहीं जा सकता था, क्योंकि कोई भी कभी को ऑपरेशन के फायदों को मना नहीं कर पाता था। लेकिन अब एक अकेले इंसान ने उस रूल को तोड़ दिया था। वजह सिंपल थी, हायांग सामने आ गया था। कैपिटल चाहे कितना भी पावरफुल क्यों न हो, उसने हायांग के सामने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। लुगाओ ने शांति से अपना फोन नीचे रख दिया और सिर्फ इसी मोमेंट पर उसने आखिरकार स्वीकार किया कि मेरे पास वाकई उसका अपोनेंट बनने का स्टैंडिंग है। वो मुझे ब्लैकलिस्ट करना चाहता था और एक ही चाल से मैंने उसकी फोर्स को उसी के खिलाफ मोड़ दिया और ब्लैकलिस्टिंग को एक जोक बना दिया। जो बात एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल थी वो ये थी कि हायांग ने प्रोएक्टिवली बाहर आकर मेरी तरफ से बात की थी। आप सिर्फ इमेजिन कर सकते थे कि मैं असल में कितना फॉर्मिडेबल था। नीचे ऑर्डर भेज दो, सेरीना के खिलाफ जितने भी मेजर्स हैं उन्हें टर्मिनेट कर दो। हाँ, चूंकि जेम्स रिवर्स एक फाइट चाहता है तो उसे वही मिलना चाहिए जो वो चाहता है। मैं देखना चाहता हूँ कि एक अकेला इंसान एक साथ कैपिटल का मुकाबला कैसे करता है। उधर शांगशी एंटरटेनमेंट में तियान शुनशी अपनी उन छोटी आंखों को सिकोड़कर शांति से वो सब देख रहा था जो इस वक्त वीबो पर हो रहा था। एक पल बाद वो अचानक हंसा और अपने आप में बड़बड़ाया, इंटरेस्टिंग, अब ये वाकई इंटरेस्टिंग है। उधर यिंगहाई एंटरटेनमेंट में डेविड यांग आराम से बैठा हुआ वीबो पढ़ रहा था। उसका एक्सप्रेशन रिलैक्स्ड और बेफिक्र था। एंजेला उसके बगल में बैठी थी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इस पॉइंट पर उसके पास वाकई एक रास्ता था। उसने सच में पूरी चीज को परफेक्टली सॉल्व कर दिया। मैंने तुम्हें बताया था कि वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। वो बिना श्योर हुए कोई काम नहीं करेगा। बेटी, अपने पिता को देखो, क्या मेरा जजमेंट तुम्हारे जजमेंट से थोड़ा बेहतर नहीं है? डेविड यांग ने एक हल्की हंसी छोड़ी, टेबल से चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया। एंजेला ने अपने घमंडी पिता पर एक नजर डाली और बड़बड़ाए बिना नहीं रह सकी, दो लोमड़ियां, दोनों में से कोई भी शरीफ नहीं है। ये सुनकर डेविड यांग ने लगभग अपनी चाय थूक ही दी थी। तुम्हारा क्या मतलब है कि कोई शरीफ नहीं है? जेम्स रिवर्स के बारे में ऐसा कहना एक बात है, लेकिन अब तुम अपने खुद के पिता के बारे में भी ऐसा कह रही हो। जेम्स रिवर्स, आखिर तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है? वो वाकई इनक्रेडिबल था। आखिर वो हायांग है। मिया की डरी हुई चीख ने मेरे कान फाड़ दिए। मैंने जल्दी से उसे शांत होने के लिए कहा, आराम से, आराम से, खुद को देखो, तुमने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। मैं मुस्कुराया। सच तो ये है कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि हायांग मेरा वीबो रीपोस्ट करेगा। ओरिजिनली मेरा प्लान सिर्फ पहले एक वीबो पोस्ट करने का था और एक बार जब हायांग का प्रोग्राम एयर होता तो मेरा गाना नेचुरली उसके साथ ही हिट हो जाता। उस पॉइंट पर वे सभी सो कॉल्ड कैपिटल फोर्सेस नेचुरली मेरे मोमेंटम को दबा नहीं पाती। इन दोनों सिचुएशंस में सिर्फ इतना फर्क था कि एक प्रोएक्टिव था और एक रिएक्टिव। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि हायांग सीधे तौर पर बोलेगा। हालांकि इससे मुझ पर काफी बड़ा एहसान चढ़ गया है। हायांग का एहसान लेना बुरा नहीं लग रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है कि कभी ऐसा कुछ नहीं देखा? सेरीना को देखो, वो भी उतनी ही हैरान है। मेरी बात सुनकर मिया ने नाराजगी से मुंह बनाया। उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे कह रही हो कि उसकी सेरीना की हालत भी कोई बेहतर नहीं है। मैंने मुड़कर देखा और पाया कि सेरीना सोफे पर बैठी मुझे खाली नजरों से देख रही थी। उसका चेहरा गुलाबी पड़ गया था। मैंने धीरे से अपना गला साफ किया, बकवास मत करो, सेरीना हैरान नहीं है। सच तो ये था कि आज सुबह जब छोटी वाली सो रही थी तब पूरी तरह जागने से पहले ही मैंने उसका फायदा उठा लिया था, इसीलिए वो अभी ऐसी हालत में थी। ठीक है, तुम खुद ही हैरान होती रहो, मुझे बाहर जाना है। आज मैंने चेन फैंग के साथ कम्युनिकेशंस यूनिवर्सिटी जाकर कुछ वॉइस एक्टर्स रिक्रूट करने का प्लान बनाया है। मैंने अपना फोन उठाया, टाइम चेक किया और खड़ा हो गया। फिर मैंने सेरीना की तरफ देखा। अभी भी ख्यालों में खोई हुई हो वाइफ, मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है सेरीना। उसका पूरा सिर इस वक्त उलझा हुआ था। मेरी बात सुनकर उसने थोड़े खोए हुए अंदाज में अपना सिर उठाया। उसे खुद भी नहीं पता था कि मैंने असल में क्या कहा था। मैंने अपनी नाक रगड़ी, मन ही मन मुस्कुराया और मिया की उलझन भरी नजरों के बीच जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। शुक्र है कि मैं इतने समय से सिंगल था। सुबह सुबह ऐसा कुछ देखकर जाहिर है मैं खुद को रोक नहीं पाया और इसका नतीजा ये हुआ कि सेरीना उस हालत में पहुंच गई। वैसे ईमानदारी से कहूँ तो अगर ये दोबारा हुआ तब भी मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। मैं ड्राइव करके सीधे जियांगचेंग कम्युनिकेशंस यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंचा।
मैंने पहले से तैयार मास्क और बेसबॉल कैप पहनी और कार से बाहर निकला। इन दिनों मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस बड़ी होती जा रही थी, जिसका मतलब था कि जब भी मैं बाहर जाऊं, मास्क और बेसबॉल कैप एसेंशियल आइटम्स बन गए थे। यूनिवर्सिटी गेट पर स्टूडेंट्स समय समय पर 2-3 के ग्रुप में पास से गुजर रहे थे। मैं मेन एंट्रेंस तक गया और पाया कि चेन फैंग पहले से ही वहां खड़ा इंतजार कर रहा था। मुझे लोगों को रिक्रूट करने के बारे में ज्यादा नहीं पता था। मैं इस बार सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि चेन फैंग ने मुझसे कहा था, ओल्ड जियांग इधर। मेरे गेट तक पहुंचने से पहले ही चेन फैंग ने आवाज दे दी थी। वाकई एक मास्क और एक कैप किसी ऐसे इंसान के सामने पूरी तरह बेकार थे जो आपको अच्छी तरह जानता हो। मैं जल्दी से चलकर गया और कैंपस के अंदर देखते हुए पूछा, ठीक है, क्या प्लान है? हम ये कैसे कर रहे हैं? चलो चलो। मैंने पहले ही अंदर के कुछ स्टूडेंट से कांटेक्ट कर लिया है। उन्होंने आज इंटरव्यू के लिए काफी लोगों को इकट्ठा किया है। वे सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। समझ गया। मैंने सिर हिलाया और चेन फैंग के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर चला गया। जब छोटा सा रिक्रूटमेंट सेशन शुरू हुआ, तब मुझे एहसास हुआ कि यहाँ आने का मेरा मेन पर्पस सिर्फ एक मैस्कॉट बनना था। मैंने जवान स्टूडेंट्स को भूखे भेड़ियों जैसी आंखों से अपनी ओर देखते हुए देखा और चुपचाप थूक गिला किया। इस वक्त मेरे मन में चेन फैंग के लिए सिर्फ नफरत थी। ये आदमी जो अपने बॉस का इस्तेमाल एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करने के लिए करता है। कोई हैरानी नहीं कि एक सिंपल रिक्रूटमेंट लगभग एक छोटे लेवल के फैन इवेंट में बदल गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस आदमी ने इन स्टूडेंट्स को पहले ही बता दिया था कि मैं भी आ रहा हूँ। मैं रिक्रूटमेंट से सुन नहीं हुआ था, मैं ऑटोग्राफ देते देते सुन हो गया था। भले ही आखिर में रिक्रूटमेंट का ऑब्जेक्टिव पूरी तरह पूरा हो गया था। इस वक्त मैं बस अपने बगल वाले उस मोटे आदमी को, जो किसी बेवकूफ की तरह मुस्कुरा रहा था, उसे पकड़कर मार्केट भेजना चाहता था। सच में उसे मॉर्निंग मार्केट भेजना चाहता था। मुझे पोक चाहिए था। आखिरकार स्टूडेंट्स के उस घेरे से निकलकर मैं भागने में कामयाब रहा। मैंने पहली बार राहत की सांस ली। मैंने फेमस होने के नुकसान का अनुभव कर लिया था। शुक्र है कि इन स्टूडेंट्स के पास अभी भी प्रोफेशनल एथिक्स थे और उन्होंने इसे लेकर कोई बड़ा तमाशा नहीं किया, वरना मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहता कि वहाँ क्या सीन होता। हम दोनों स्कूल से बाहर निकले। चेन फैंग मन ही मन हंसा। ओल्ड जियांग, देखो तुम्हारे साथ आने से हमारे द्वारा रिक्रूट किए गए वॉइस एक्टर्स की क्वालिटी कितनी बढ़ गई, और तुम्हारे यहाँ जज करने के लिए होने से मुझे काफी बेहतर महसूस हो रहा है। मैंने उसे तिरछी नजरों से देखा। वो लॉजिक गलत नहीं है, लेकिन उसे इस तरह देखने पर मेरा उसे पंच करने का मन क्यों कर रहा है? अब जब वॉइस एक्टर्स और बाकी सारा स्टाफ पूरी तरह तैयार है, तो यहाँ से प्रोफेशनल साइड की चीजें तुम्हारे हाथ में है। दोस्त, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम कॉन्फिडेंट हो? मैं पिछले टॉपिक पर नहीं अटका और दूसरे सवाल पर आ गया। चेन फैंग एक पल के लिए रुका, फिर उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान फैल गई। उसने सिर हिलाया और पूरी सीरियसनेस के साथ कहा, बिल्कुल ओल्ड जियांग, शायद पर्सनल साइड की चीजों में मैंने गलती की हो, लेकिन प्रोफेशनली मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस देखते जाओ। जैसे ही चेन फैंग बोला, वो पहले से ही अपने दिमाग में टाइमलाइन कैलकुलेट कर रहा था। उसे इस एनिमेशन को पूरा करके तैयार करना था। जब तक वैंगजुन का एनिमेशन एयर होता, तुम वापस खड़े होते हो या गिर जाते हो। चेन फैंग उस तरह का बेवकूफ नहीं था जो किसी से रंजिश रखे और उसे बढ़ने दे। मैं मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। मुझे यकीन था कि चेन फैंग आगे आने वाली हर चीज को संभाल लेगा। हम दोनों एक साथ पार्किंग लॉट की तरफ बढ़े। चलते चलते मैं अचानक अपने ट्रैक पर रुक गया। अपना सिर उठाकर थोड़ी दूर सामने की ओर देखने लगा। वहाँ किसी मोमेंट पर स्टूडेंट्स का एक झुंड इकट्ठा हो गया था। उस भीड़ के बीच से म्यूजिक की आवाज बाहर आ रही थी। वो म्यूजिक कुछ जाना पहचाना सा लगा। ये यकीनन वही पहला गाना था जो मैंने यहाँ आने के बाद गाया था, फॉरएवर हैव यू। चलो चलकर देखते हैं। मेरी आंखें हल्की सी चमक उठी। ये पहली बार था जब मैं सड़क किनारे अपना ही कोई गाना बजते हुए सुन रहा था। नेचुरली मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई। चेन फैंग ने सिर हिलाया। हम दोनों जल्दी से चलकर वहां गए, भीड़ के बीच से रास्ता बनाया और घेरे के बीच में दो नौजवानों को पाया। एक हाथ में गिटार लिए पूरी फीलिंग के साथ फॉरएवर हैव यू गा रहा था। दूसरा उसके बगल में खड़ा था और आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। वे दोनों साफ तौर पर इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं थे। वे उम्र में थोड़े बड़े थे। उनका लुक कुछ खास नहीं था और उनकी पीठ पर जो कपड़े थे वे धुल धुल कर फीके पड़ चुके थे। भले ही कपड़े पुराने थे, लेकिन वे अस्त व्यस्त नहीं लग रहे थे। असल में वे काफी सलीके से पहने गए थे। उनका सामान बगल में खुली जमीन पर रखा हुआ था। मैंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान से सुना। यह लड़का बहुत खूबसूरत गा रहा था, यहाँ तक कि मुझसे भी थोड़ा ज्यादा सोलफुली। इसने मुझे और भी सुखद सरप्राइज दिया। ये एक अच्छा टैलेंट था। वाकई आप चाहे किसी भी दुनिया में हो, वहाँ हमेशा ऐसे टैलेंटेड सिंगर्स होते हैं जो अनडिस्कवर रह जाते हैं। आखिर हर कोई सिंगर सॉन्ग राइटर नहीं होता, जिनके लिए गाना लिखने वाला कोई ना हो, प्रमोट करने वाला कोई ना हो और कोई ट्रैफिक ना हो।
ऐसे बहुत से लोग सिर्फ टिप्स के लिए एक बार से दूसरे बार भटकते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई टैलेंट स्काउट उन्हें नोटिस कर ले। उस जगह मौजूद नौजवान ने अपना गाना खत्म किया। उन दोनों ने अपने इक्विपमेंट थोड़े एडजस्ट किए, फिर दूसरे गाने पर स्विच किया और साथ मिलकर गाने लगे। ये एक ऐसा रैप था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। उनमें से एक बिजली की रफ्तार से रैप कर रहा था, जबकि दूसरा क्लाइमेक्स पर साथ दे रहा था। उनका कोऑर्डिनेशन फ्लॉलेस था और उसने आसपास के माहौल को पूरी तरह इलेक्ट्रीफाई कर दिया था। पास खड़े स्टूडेंट्स अपने हाथ हिला रहे थे और अपनी बॉडी मूव कर रहे थे। भीड़ से समय समय पर चीयर्स और सीटियों की आवाज आ रही थी। उस मोमेंट में यंग लोगों की एनर्जी पूरी तरह से दिख रही थी। मैंने खुद को बिना सोचे सिर हिलाते हुए पाया। ये रैप ठीक ठाक ही था, लेकिन ये कम से कम उस स्नैक एक्सप्लोजन पिगिनकल या जो कुछ भी मैंने पहली बार आने पर सुना था उससे तो बहुत बेहतर था। और आप बता सकते थे कि इन दोनों की वोकल एबिलिटीज वाकई इम्प्रेसिव थीं। उन्होंने साफ तौर पर पहले भी कई बार भीड़ के सामने परफॉर्म किया था। उनकी स्टेज प्रेजेंस आउटस्टैंडिंग थी। इसने मेरे अंदर कुछ हलचल पैदा की। मैं असल में एक एंटरटेनमेंट कंपनी शुरू करने जा रहा था। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी और इस वक्त मुझे सच में लोगों की कमी थी। एक और गाना खत्म हुआ। मैंने सिर्फ थोड़ी देर सोचा और फिर मजबूती से कदम आगे बढ़ाया। हे, इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। मैं आप दोनों से पूछना चाहता था, क्या आप किसी एंटरटेनमेंट कंपनी को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि मैंने पहले ही अपना मन बना लिया था, इसलिए मैंने घुमा फिराकर बात नहीं की। मैंने सीधे और मुद्दे की बात पूछी। वे दोनों साफ तौर पर हैरान रह गए। फिर उन दोनों के चेहरों पर सरप्राइज के बड़े भाव आ गए। उनमें से एक का तो माइक्रोफोन पकड़ा हुआ हाथ भी हल्का कांप रहा था। क्या आप एक टैलेंट स्काउट हैं? मुझे थोड़ा अजीब लगा। अच्छा हुआ कि मैंने पहना हुआ था एक मास्क और कोई देख नहीं सकता था। मैं असल में एक एंटरटेनमेंट कंपनी शुरू करने का प्लान बना रहा हूँ और इत्तेफाक से मेरे पास लोगों की कमी है। मैं सोच रहा था कि क्या आप दोनों इंटरेस्टेड होंगे। ये शब्द सुनते ही मेरे सामने खड़े वे दोनों जैसे स्वर्ग से नरक में गिर गए हों। उनके चेहरों पर जो एक्साइटेड एक्सप्रेशंस थे वे तुरंत फीके पड़ गए। सीरियसली, कंपनी अभी खुली भी नहीं है और लोगों को रिक्रूट करने आ गए। शायद कोई रातों रात गायब होने वाली फर्जी कंपनी होगी। आसपास के स्टूडेंट्स, जिन्हें पता नहीं था कि अभी क्या हुआ है, वे बस क्यूरियोसिटी के साथ इस सीन को देख रहे थे। उनमें से कुछ तो पहले ही चिड़चिड़ापन दिखाने लगे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरी अचानक एंट्री ने वहाँ के खुशनुमा माहौल को बिगाड़ दिया था। आई एम सॉरी, भले ही हम खास फेमस नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसी कंपनी ढूंढना चाहेंगे जिसकी कोई असली बैकिंग हो। उनमें से एक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और मेरा इन्विटेशन डिक्लाइन कर दिया। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, चेन फैंग उछलते हुए वहां आ गया। मैंने जल्दी से उन दोनों की तरफ पलकें झपकाईं। क्या आप सच में ये नहीं जानना चाहते कि आप अभी असल में किससे बात कर रहे हैं? चेन फैंग को इस तरह देखकर वे दोनों काफी हिल गए थे। उन्होंने मुझे और भी ध्यान से देखा, फिर अपनी भौहें सिकोड़ी। जितना ज्यादा वे देख रहे थे, मेरा हुलिया उन्हें उतना ही जाना पहचाना लग रहा था। मैं भी थोड़ा मुस्कुरा दिया। आखिर मैं ऐसा इंसान था जिसकी कंपनी अभी तक खुली भी नहीं थी और इस वक्त मैंने मास्क और बेसबॉल कैप भी पहनी हुई थी। कोई भी इसे मना कर देता। मना करने की जल्दी मत करो। पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम जेम्स रिवर्स है। मैं उस गाने का क्रिएटर हूँ जो आप अभी गा रहे थे, फॉरएवर हैव यू। मेरी बात सुनते ही वे दोनों जम गए, एकदम सुन्न। इस वक्त उनके इमोशंस बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह थे। अभी ऊपर गए थे, फिर नीचे गिरे और अब अचानक वापस टॉप पर पहुंच गए। उनकी आंखें और भी चौड़ी होती गईं। चेहरों पर यकीन न कर पाने वाले भाव थे क्योंकि वे अपने सामने खड़ी इस जानी पहचानी पर्सनैलिटी को देख रहे थे। जेम्स रिवर्स, उनके आइडल। एक बार से ज्यादा उन दोनों ने ये फैंटेसी की थी कि अगर किसी दिन मैं उनके लिए एक गाना लिख दूं तो वे खुशी खुशी मर सकते हैं। एक गिफ्टेड वोकलिस्ट की एक एक्सेप्शनल सॉन्ग राइटर के प्रति यही स्पेशल फीलिंग होती है। ऐसा एक भी आर्टिस्ट नहीं है जो अपना खुद का एक ग्रेट गाना होने का सपना न देखता हो। एक सिंगर और एक सॉन्ग राइटर एक बेहतरीन घोड़े और उसकी कीमत पहचानने वाले जौहरी की तरह होते हैं। बेहतरीन घोड़े हमेशा मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें सच में पहचानने वाला कोई रेयर ही होता है। क्या सच में यह जेम्स रिवर्स है? वही जेम्स रिवर्स जिसके हर गाने मास्टरपीस हैं? हाँ, मैंने साफ तौर पर हाँ कहा। वे दोनों एक पल के लिए फिर से सुन्न हो गए, फिर अचानक एक दूसरे को देखा और फिर मेरे पूरी तरह उलझे हुए एक्सप्रेशन को देखते हुए उन्होंने जमीन से अपना सामान उठाया, मुझे दोनों तरफ से एक एक करके पकड़ा और एग्जिट की तरफ खींचने लगे। हमें साइन कर लो, चलो चलते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं। उनके चलने का तरीका ऐसा था जैसे दो किडनैपर्स ने किसी होस्टेज को पकड़ लिया हो, इस डर में कि अगर उन्होंने एक सेकंड के लिए भी नजरें हटाई तो मैं भाग सकता हूँ। जब तक हमारा ग्रुप एक शांत जगह पर नहीं पहुँच गया तब तक उन दोनों ने मेरे हाथ नहीं छोड़े। वे एक्साइटमेंट से भरे चेहरों के साथ मुझे देख रहे थे। मैं मुस्कुराया और जो मास्क मैंने पहना था उसे उतारने के लिए हाथ बढ़ाया।
पहने हुए मास्क को उतार दिया, जिससे वो हैंडसम चेहरा सामने आ गया जो अब पब्लिक के लिए काफी जाना पहचाना था। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, फॉर्मल इंट्रोडक्शन, मैं जेम्स रिवर्स हूँ। जब उन्होंने सच में मुझे अपने सामने खड़ा देखा तो उनके चेहरों पर खुशी और भी बढ़ती गई। चश्मा पहने हुए बाईं ओर के लंबे लड़के ने जल्दी से अपने कपड़े पर हाथ पोंछा और मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हेलो हेलो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सच में आप हैं। मेरा नाम फैंग शाओक्सियाओ है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सच कहूँ तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। फैंग शाओक्सियाओ की मुस्कान इतनी बड़ी थी कि उसके मुंह के कोने लगभग कानों तक पहुँच रहे थे। उसने वाकई उम्मीद नहीं की थी कि अभी कुछ दिनों पहले ही वे दोनों पी रहे थे और मेरे गाने सुन रहे थे, और उसने ईर्ष्या से कहा था, अगर काश मैं इन दोनों के लिए एक गाना लिख पाता तो वे अपनी नींद में भी हंसते। और अब मैं यहाँ था, जीता जागता, उसके ठीक सामने खड़ा था। फैंग शाओक्सियाओ का इंट्रोडक्शन सुनकर मेरे मुंह का कोना अनजाने में फड़क गया। मैं दूसरे छोटे नौजवान की तरफ मुड़ा जो अभी फॉरएवर हैव यू गा रहा था। मुझे मत बताना कि तुम्हारा नाम यू शुहान है। नौजवान साफ तौर पर हक्का बक्का रह गया, फिर हैरानी में आंखें फाड़कर देखने लगा। आपको कैसे पता? खैर, फैंग शाओक्सियाओ और यू शुहान एक साथ? क्या इन दोनों लड़कों के पेरेंट्स भी ऐसे लोग थे जो किसी और दुनिया से आए थे? मैंने अपने दिमाग को दौड़ने दिया, हालांकि मुझे पता था कि इस दुनिया के इतिहास में वो कविता नहीं थी। ठीक है, फैंग शाओक्सियाओ और यू शुहान, मैं आपको फिर से अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। भले ही मेरी कंपनी अभी एस्टेब्लिश नहीं हुई है, मैं अभी आपसे फ्यूचर के बारे में कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मैं आपको किसी भी दूसरी एंटरटेनमेंट कंपनी जैसी ही टर्म्स और बेशक ऐसे गाने ऑफर कर सकता हूं जो आप पर सूट करें। मैं अभी उनकी परफॉर्मेंस देखकर वाकई उनका मुरीद हो गया था। मैं पूरे समय ध्यान से सुन रहा था। मुझे महसूस हुआ कि इन दोनों में किसी भी ट्रेंडिंग आर्टिस्ट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की काबिलियत है, और उनके नाम, उनका मेरे साथ एक अनपेक्षित पोएटिक कनेक्शन था। इससे मुझे हमेशा ऐसा एहसास होता था जैसे मैं घर के किसी इंसान से मिल रहा हूँ। फैंग शाओक्सियाओ और यू शुहान को बस एक दूसरे की तरफ देखने की जरूरत पड़ी, फिर दोनों वापस मुड़े और पूरी गंभीरता के साथ सिर हिलाया। बिना एक पल की हिचकिचाहट के, हम साथ हैं। अगर हमें पता होता कि वो आप हैं तो हम कभी मना नहीं करते। इस वक्त म्यूजिक वर्ल्ड में अगर आप हमसे पूछें कि हम सबसे ज्यादा किसकी तारीफ करते हैं तो जवाब आप हैं। जेम्स रिवर्स। यू शुहान ने अपने सिर का पिछला हिस्सा खुजलाया। उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी और आगे कहा, आप असल में हमारे आइडल हैं। बस कुछ दिन पहले हम पी रहे थे और आपके बारे में बात कर रहे थे। अगर हमें आपके द्वारा लिखा गया एक भी गाना मिल जाए तो हम पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाएंगे। फैंग शाओक्सियाओ भी मुस्कुराया। उसके चेहरे पर न केवल एक्साइटमेंट थी बल्कि एक शांत एहसास की झलक भी थी। ग्रेजुएशन के बाद हमने अपना घर छोड़ दिया और अपने सपनों का पीछा करने यहाँ आ गए। हम सालों से भटक रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सपना कभी सच नहीं हुआ। हम बस साधारण परिवारों के बच्चे हैं जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल है। आप बेसिकली वहाँ कोई उम्मीद नहीं देख सकते। उस पर फैंग शाओक्सियाओ के चेहरे पर एक और भी उज्जवल मुस्कान खिल गई। मिलना, तुमसे मिलना, ये हमारे सपने के सबसे करीब होने जैसा है। अगर आपने हमें इनवाइट नहीं भी किया होता तो भी हम आपके पीछे भागते और हमसे जुड़ने की भीख मांगते। हम बहुत कड़ी मेहनत करेंगे। अपने सामने इन दो सच्चे चेहरों को देखकर मुझे अपने सीने में एक हलचल महसूस हुई। इनवाइट करने वाला मैं था और फिर भी वे इसे लेकर इतने खुश थे। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की यही हकीकत थी। बिना फेम के सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है। यहाँ दब जाना और भुला दिया जाना बहुत आसान है। ये टैलेंटेड आर्टिस्ट्स एकदम नीचे फंसे हुए थे। जैसे ही एक छोटा सा अवसर उनके पास आया, उन्होंने अपनी पूरी मेहनत और अपनी 100% पैशन उड़ेल दी। ठीक है, पहले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेते हैं। एक बार कंपनी एस्टेब्लिश हो जाए तो मैं तुमसे कॉन्टैक्ट करूंगा और तुम सीधे आ सकते हो। मैंने ये बात गंभीरता से कही। मैंने अपना फोन निकाला और उन दोनों के साथ नंबर्स एक्सचेंज किए, फिर उन्हें वीचैट पर भी ऐड कर लिया। वे दोनों साफ तौर पर एक्साइटेड थे, यहाँ तक कि उनके फोन पकड़े हुए हाथ भी थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उनके चेहरों की मुस्कान और भी बढ़ती जा रही थी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के बाद हमने कुछ मिनट और बातचीत की और फिर मैंने विदा ली। बाकी सब कुछ एक्सी एंटरटेनमेंट के एस्टेब्लिश होने तक इंतजार करना होगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार जब हायांग का प्रोग्राम एयर हो जाएगा और सेरेना का एल्बम ड्रॉप हो जाएगा तो शी एंटरटेनमेंट इस दुनिया में सामने आ जाएगा। मैं अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि पीछे से मुझे फैंग शाओक्सियाओ की अपने परिवार को कॉल करने की आवाज सुनाई दी। उसकी वो लाइन, मम्मी मुझे एक कंपनी मिल गई है, सुनकर मेरी आंखों में लगभग आंसू आ गए। उस फीलिंग को मैं किसी और से बेहतर समझता था। अपनी असली दुनिया में ग्रेजुएशन के बाद मैंने भी अपना नाम बनाने से पहले सालों तक भटकना सहा था। मुझे याद है जब मैंने अपना पहला गाना लिखा था और उसे किसी ने पहचाना था। वो एहसास मुझे आज भी याद है। उस वक्त मेरे पास इसे शेयर करने के लिए कोई भी नहीं था। मैं सिर्फ अकेले सेलिब्रेट कर सकता था,
खुद के लिए एक छोटा सा केक खरीदकर उस मौके को याद करता था। घर वापस आने तक आसमान धीरे धीरे काला हो गया था। मिया और मिस क्लेयर पहले ही जा चुकी थीं। लाइट्स की सुनहरी रोशनी के नीचे नन्ही लिली सोफे पर दुबक कर अपने खिलौनों से खेल रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसने अपना छोटा सा सिर उठाया, फिर उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। डैडी घर आ गए, मैं घर आ गया हूँ। लिली क्या खेल रही है? मैंने जवाब दिया और जल्दी से सोफे की तरफ बढ़कर छोटी वाली को अपनी बाहों में उठा लिया। चब्बी अंकल ने जो पजल दिया था उससे खेल रही हूँ। डैडी, लिली की इसे जोड़ने में मदद करो। मम्मी ने कहा है कि खाना खाने से पहले हमें इसे खत्म करना होगा। ठीक है, फिर तो हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं हंसा और नन्ही लिली को उठाकर सोफे पर बिठाया और उसके साथ पजल जोड़ने लगा। उसी वक्त सरीना किचन से गर्मा गर्म डिशेज लेकर बाहर आई। उसकी आंखें भी चमक रही थीं। उसने डिशेस को डाइनिंग टेबल पर रखा और सोफे पर बैठे हम दोनों को देखा। उसने बहुत समय से ये सीन नहीं देखा था। वो चाहे कितनी बार भी इसे देख ले, उसका मन कभी नहीं भरता था। उस पल में मेरा दिल भी उतनी ही गर्माहट से भरा हुआ था। दोपहर वाली वो अकेली फीलिंग अब बिना किसी निशान के गायब हो चुकी थी। इस लाइफ में मेरे पास फैमिली थी। चांदनी बहुत कोमल थी। छोटा सा घर हंसी और बातों से भरा हुआ था। रात बीत गई। आज वो दिन था जब हायांग अपना प्रोग्राम चेसिंग ड्रीम्स विद अ यंग हार्ट रिलीज करने वाला था। अभी सिर्फ एक ही दिन बीता था, लेकिन हर प्लेटफॉर्म पर इसके प्रमोशन की कवरेज हर जगह फैल चुकी थी। वीबो पर टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक एकदम चटक लाल रंग में चमक रहा था। नेटिजन्स बहुत पहले से इसके लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने सुबह से ही ऑनलाइन इसके बारे में बातें करना शुरू कर दिया था। सब लोग इधर आ जाओ, हायांग और शी को मिस नहीं कर सकते। अभी काउंटर स्ट्राइक का खुमार उतरा भी नहीं था कि अब चेसिंग ड्रीम्स विद अ यंग हार्ट भी ड्रॉप हो गया। मेरे कान धन्य हो गए हैं। तुमसे ज्यादा धन्य। ये तो एक तरह से अपनी तारीफ खुद करना हुआ। बहुत सारे अच्छे गाने होने में बुराई ही क्या है। फिर मत सुनो। हाँ, सुना है कोई सरीना को ब्लैकलिस्ट करना चाहता था। हाँ, भूल जाओ उसे। उनमें इससे 10 गुना ज्यादा हिम्मत लाओ। मैं यहीं खड़ा हूँ, देखता हूँ कौन कदम उठाने की हिम्मत करता है। कल तिनमे और शेजी एक्सी के ऑफिशियल अकाउंट्स पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे। भड़के हुए नेटिजन्स के विपरीत एंटरटेनमेंट कंपनियां सिर्फ बेबस होकर देख सकती थीं। एक भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। सिर्फ एक दिन और ट्रेंडिंग चार्ट्स पर एक बार फिर मेरा और हायांग का कब्जा था। हर कोई जानता था कि मैं किसके लिए खड़ा हूँ, लेकिन कोई इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। उस आदमी को हायांग का सपोर्ट जो था। रात 8 बजे आखिरकार वो पल आ गया जिसका बेसब्री से इंतजार था। हायांग का प्रोग्राम आधिकारिक तौर पर एयर हुआ। जो भी इस पल का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने तुरंत हायांग चैनल पर टैप किया। अगले ही सेकंड स्क्रीन पर एक मेहनती स्टूडेंट दिखाई दिया। उसके सामने डेस्क पर किताबों का ढेर लगा हुआ था। चिलचिलाती गर्मियों की गर्मी में एक पंखा लगातार चल रहा था। इसके बावजूद उसके मासूम चेहरे से पसीने की बूंदें गिर रही थीं। उसने ऊपर देखा। ब्लैक बोर्ड के बगल में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का काउंटडाउन था। उसी पल म्यूजिक बजना शुरू हुआ। मैं टीवी के सामने बैठकर प्रोग्राम देख रहा था। जब गाना शुरू हुआ तो मैं एक पल के लिए सुन्न रह गया। कुछ पलों के लिए मुझे अपनी दूसरी दुनिया के ओरिजिनल सिंगर की आवाज सुनाई देने लगी। वे बिल्कुल एक जैसे थे। हायांग ने वाकई कमाल कर दिया। उन्होंने इस गाने के सार को तुरंत समझ लिया था। इस सिंगर की आवाज और उसके अंदर की पावर, हर एलिमेंट ने ये साफ कर दिया कि हायांग ने सच में इस गाने को सुना और समझा है और इसे पूरी तरह से जीवंत कर दिया है। जैसे ही गाना शुरू हुआ, वीडियो देख रहा हर नेटिजन भी जम गया। उस पल में उनमें से हर किसी को अनजाने में वो समय याद आ गया जब उन्होंने खुद कभी अपने सपनों के लिए लड़ाई लड़ी थी। प्रोग्राम के विजुअल्स बदले। कैमरा स्टूडेंट से हटकर मिट्टी में सने एक वर्कर पर गया। उसका पूरा शरीर पसीने और कीचड़ से भीगा हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपनी पीठ पर खुद से कई गुना ऊंचे स्टील के बीम उठाए हुए था। गाना चलता रहा। पूरे समय ऐसा लगा जैसे कोई इंसान शांति से अपनी कहानी बता रहा हो कि कैसे उनके सपनों का पीछा करना एक बार भी नहीं रुका। विजुअल वर्कर से हटकर एक व्हाइट कॉलर ऑफिस वर्कर पर गया। उसका सीनियर उसे डांट रहा था और वो झुककर माफी मांग रहा था। प्रोग्राम देख रहे नेटिजन्स इस पल में अपनी मुट्ठियां भींचने से खुद को रोक नहीं पाए। उनमें से हर किसी को इन सीन्स में अपनी एक झलक दिखाई दे रही थी। ये सब ऐसी चीजें थीं जिनसे वे इस वक्त गुजर रहे थे या पहले ही गुजर चुके थे। हर इंसान ने इसे गहराई से महसूस किया। मेरे साथ सोफे पर बैठकर प्रोग्राम देख रही सरीना उस पल टीवी को घूर रही थी और गाना सुन रही थी। यहाँ तक कि उसे भी अपने अंदर इसकी गूंज महसूस हुई। पसीने और संघर्ष के वे पल जब कोई अपने सपने की ओर कदम बढ़ाता है। ऐसा लग रहा था जैसे ये गाना बजते ही वो सब अनजाने में सतह पर आ गया हो। उसे इस तरह देखकर मैंने धीरे से उसका गर्म हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं मुस्कुराया। ये तो अभी सिर्फ इंट्रो है, असली मेन सेक्शन अभी आना बाकी है।
आखिर ये रॉक म्यूजिक है। जब वोकल्स वर्स के आखिर में रिग्रेट शब्द तक पहुंचे तो वे अचानक ऊंचाइयों पर चले गए। विजुअल्स में स्टूडेंट ने अपना सिर झुकाया और पागलों की तरह लिखने लगा। वर्कर ने अपनी पीठ झुकाई और आगे बढ़ता रहा। ऑफिस वर्कर अपने कंप्यूटर पर पागलों की तरह डॉक्यूमेंट्स रिवाइज कर रहा था। ये सपने के प्रति समर्पण और भविष्य की उम्मीद थी। ऑनलाइन हर इंसान ने उस पल में अपने इमोशंस को अचानक जकड़ा हुआ महसूस किया। वे इस फीलिंग को समझते थे। इसने उन्हें रुला दिया। ये उनके दिल के सबसे गहरे हिस्से में हार मानने से इनकार था। अपने दांत पीसकर बार बार आगे और आगे बढ़ना, चाहे जीत हो या हार। उस पल में हर किसी के दिल में जलती हुई भावना जाग उठी। उन्होंने अपने दांत भींचे और सब कुछ बाहर निकाल देना चाहा। अगले ही पल चीखती हुई मेल वॉइस के साथ म्यूजिक और ऊपर उठा। ठीक उसी समय परिणाम की परवाह किए बिना हार न मानने वाली ताकत के साथ ये हर सुनने वाले के कानों में उतर गया। हर किसी के दिल में जलती आग उस चीखते हुए और उमड़ते हुए वोकल से एक पल में भड़क उठी। यही वजह थी कि वे मुझे सुनने के लिए तैयार थे। यही कारण था कि मेरे गाने हमेशा लोगों को पूरी तरह से अपनी ओर खींच लेते थे। नेटिजन्स के दिलों में बसी शुद्ध और न बदलने वाली भावना उस चीखती हुई आवाज से एक पल में जाग गई। अंदर के इमोशंस इसी पल पूरी तरह रिलीज हो गए। मैं रो रहा हूँ। सिर्फ इसी गाने के लिए मैं फटी हुई आवाज को अनुमति देता हूँ। इसे फटने दो। ये सिर्फ आवाज का फटना नहीं है। मुझे लगता है कि ये फटी हुई आवाज ही इसका सार है। सपने का पीछा करो, सपने का पीछा करो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई गाना नहीं सुन रहा, बल्कि अपनी रूह के सबसे गहरे हिस्से की एक चीख सुन रहा हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो इसे सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उन दिनों में वापस चला गया हूँ जब मैं दिन रात घिस रहा था। आखिर में मैंने कर दिखाया। आप शायद उस फीलिंग को नहीं समझेंगे। ये रॉक बॉटम पर पहुंचने और वहां से वापस उछलने के बाद की एक तरह की हिस्टीरिया है। ये गाना उस हिस्टेरिकल और जीजान से की गई लड़ाई का वाकई सबसे अच्छा एक्सप्रेशन है। इस पॉइंट पर मेरे पास उस कंपनी को घसीटने और उनके लिए एक कविता लिखने के अलावा कोई चॉइस नहीं है जो सेरीना को ब्लैकलिस्ट करना चाहती थी। जाओ और किसी को ब्लैकलिस्ट करो। हमें देखने दो कि क्या तुम सच में ऐसा कर पाए। हम ऐसा म्यूजिक सुनने और कहाँ जाएंगे। ये गाना सुनकर मुझे आखिरकार समझ आया कि क्यों हयांग अपने लोगों को बचाने के लिए बाहर आया। वोकल्स फट सकते हैं, लेकिन आप इसकी की को कम नहीं कर सकते। इस मोमेंट पर किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि प्रोग्राम में कौन से विजुअल्स चल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ गाने से ही उनके दिमाग ने ऑटोमेटिकली खुद के प्राइवेट इमेज बना लिए थे। गाना सुन रहे नेटिजन्स के इमोशंस पूरी तरह भड़क उठे थे। कौन कहता है कि रॉक म्यूजिक का कोई फ्यूचर नहीं है? कौन कहता है कि रॉक म्यूजिक सिर्फ कुछ लोगों के लिए है? तो फिर ये क्या है? नेटिजन्स ने अपने फोन कसकर पकड़ लिए या अपनी टीवी के सामने आंखें बंद करके बैठ गए ताकि कानों में पड़ने वाला ये म्यूजिक उन्हें पूरी तरह भिगो सके। इस पल में हुआयंग हेडक्वार्टर में लिन गुडोंग और 60 साल के एक बुजुर्ग बड़ी स्क्रीन पर रियल टाइम व्यू काउंट देख रहे थे। उनकी आंखों की खुशी छिपाना नामुमकिन था। ये प्रोग्राम उनके द्वारा किए गए किसी भी पिछले प्रोग्राम से ज्यादा सक्सेसफुल था। ओल्ड डीयू, मेरे इंस्टिंक्ट्स के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि इस बच्चे के गाने के साथ ये हमेशा काम करेगा। लिन गुडोंग दिल खोलकर हंसे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और के बजाय खुद की तारीफ कर रहे हों। हुआयंग के चीफ डायरेक्टर के तौर पर दुगू भी गहरी फीलिंग के साथ बोले, मैंने बहुत लंबे समय से इतना टैलेंटेड नौजवान नहीं देखा है। ये सच में उससे मिलने की इच्छा जगाता है और मैंने कभी ये भी नहीं कहा था कि ये काम नहीं करेगा। जिस पल मुझे ये गाना मिला, मैंने पहले ही इस पल को इमेजिन कर लिया था। वरना क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस नौजवान के लिए स्टैंड लेता? वो अभी भी स्क्रीन पर बढ़ते हुए नंबर्स देख रहे थे, लेकिन उनका चेहरा पहले से ही मुस्कुराहट से भर गया था। लिन गुडोंग ने अपनी भौहें चढ़ाईं। ये बूढ़ा आदमी बस ये मानने को तैयार नहीं था कि टैलेंट पहचानने वाली उसकी अपनी पारखी नजर ने ही ये सब मुमकिन किया है। प्रोग्राम अभी अपने आधे रास्ते पर ही पहुंचा था। जैसे जैसे और भी लोग जुड़ते गए, मोमेंटम बढ़ता रहा। नए आने वालों ने अभी एक शब्द भी नहीं कहा था कि वे गाने के पूरी तरह मुरीद हो गए और फिर वे भी एक साथ म्यूजिक में डूब गए। टॉप टियर म्यूजिक, टॉप टियर लिरिक्स। उन्होंने एक बार फिर मेरी क्रिएटिव एबिलिटी का गवाह बना। ये आदमी अगर चला गया तो हर किसी के कान कैसे सरवाइव करेंगे? मुझे इस वक्त इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। मैं भी पूरी तरह से म्यूजिक में खोया हुआ था। मैंने सेरीना का छोटा सा हाथ पकड़ रखा था। हमारी उंगलियां आपस में उलझी हुई थीं, जैसे एक मुट्ठी बन गई हो। उस पल में हम दोनों बिल्कुल एक ही काम कर रहे थे। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, अपने सिर झुला रहे थे और हर शब्द का आनंद ले रहे थे। प्योर कंप्लीट एंजॉयमेंट। इस पल से पहले कोई भी रॉक सॉन्ग चेसिंग ड्रीम्स विद अ यंग हार्ट जैसा नहीं था, जिसने उन्हें ऐसा महसूस कराया हो जैसे उनके कान एक पूरी तरह से नए तरह की सफाई से गुजरे हों। मैंने हर एक इंसान के अंदर रहने वाले सपनों के प्रति अटूट समर्पण और सक्सेस के लिए गहरी चाहत को आवाज दी थी।
प्रोग्राम अपने आखिरी पलों में पहुंचा। स्क्रीन पर जो चेहरे पहले दिखाई दिए थे वे अब भविष्य की ओर देख रहे थे, सामने से आती शानदार रोशनी का सामना कर रहे थे और उनके चेहरों पर खुशी की मुस्कान थी जो बुढ़ापे तक कभी कम नहीं हुई। गाना अपने अंत तक पहुंचा। हर किसी का दिल शांति से ठहर गया। हंगामे के बाद रोजमर्रा की जिंदगी में वापसी हुई। हर दिन के संघर्ष की ओर लौटते हुए प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में बड़े अक्षरों में एक लाइन धीरे से दिखाई दी जिसने हर व्यूअर के दिल को छू लिया। ये फिल्म उन सभी को समर्पित है जो अभी भी बाहर अपने सपनों का पीछा करने की राह पर हैं। सिर्फ एक गाने की लंबाई में इस शॉर्ट फिल्म ने ऑनलाइन पूरी तरह से धमाका कर दिया था। अनगिनत क्लिकबेट सुर्खियां सामने आ गईं। टाइटल में आग वाले इमोजी के साथ अनगिनत पोस्ट दिखने लगे। हर कोई इस गाने के आगे नतमस्तक था। अगर कल का काउंटर स्ट्राइक मेरा एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की कुछ खास कंपनियों के खिलाफ जंग का ऐलान था, तो आज हुयांग का चेसिंग ड्रीम्स विद अ यंग हार्ट उन्हें ये बताने के लिए था कि मेरे पास उस जंग को लड़ने की काबिलियत और रुतबा दोनों है। इस आसमान को तुम नीचे नहीं दबा सकते। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ऑनलाइन मोमेंटम पहले ही जुनून की हद तक पहुंच चुका था। जैसे जैसे वक्त बीतता और ज्यादा से ज्यादा लोग इस गाने को सुनते, उसके बाद जो मोमेंटम आने वाला था उसकी कल्पना करना भी नामुमकिन था। टीएनए एंटरटेनमेंट की बिल्डिंग के अंदर लाइटें जगमगा रही थीं। लुगाव, जो कुछ ही देर पहले काफी कॉन्फिडेंट था, अब पैनिक करने लगा था। इस मोमेंटम का स्केल कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने माना था कि मेरा ये गाना ज्यादा से ज्यादा मेरे पिछले गानों जितना बज पैदा करेगा, लेकिन हकीकत उसकी उम्मीदों से कहीं आगे निकल गई थी। हायंग का मेरे साथ मिलकर काम करना, दोनों का एक दूसरे के साथ इस तरह तालमेल बिठाना जिसकी किसी ने भविष्यवाणी नहीं की थी। साथ मिलकर उन्होंने एक नामुमकिन और पावरफुल चाल चली थी। लुगाव स्क्रीन को टकटकी लगाकर देख रहा था। उसकी मुट्ठी अनजाने में भिजती जा रही थी। उसके नाखून उसके अपने मांस में धंस रहे थे और उसे इसका एहसास तक नहीं था। ऑफिस में एक तरफ स्टैंड बाय पर खड़ी फीमेल सेक्रेटरी कांप रही थी। ये पहली बार था जब उसने चेयरमैन को इस तरह अपना आपा खोते देखा था। काफी देर बाद लुगाव आखिरकार होश में आया। उसका एक्सप्रेशन डार्क था और वो अपने हाथ में पकड़े पेन को लगातार दबा रहा था, ये सोचते हुए कि आगे क्या करना है। हायांग, उनसे भिड़ने की उसकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैं अभी भी उसे डरा नहीं पाया था। वो इस बारे में सोच रहा था कि इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद मेरे मोमेंटम को नीचे कैसे धकेला जाए। सोचते सोचते उसने अचानक अपना सिर उठाया और एक तरफ खड़ी कांपती हुई सेक्रेटरी की ओर देखा। उसने पूछा, अगर मुझे सही से याद है तो कल सरीना का एल्बम ड्रॉप होने का दिन है। हुई पर सेक्रेटरी, जो पहले से ही डरी हुई थी, उसे अचानक एड्रेस किया गया। उसका शरीर अनजाने में झटके से हिल गया। फिर उसने जल्दी और डगमगाती आवाज में जवाब दिया, जी जी, ऑनलाइन बहुत सारे नेटिजन्स पहले से ही उनके बारे में बात कर रहे हैं। वे इन 3 दिनों को सदी का 3 दिवसीय म्यूजिक फेस्टिवल कह रहे हैं। सेक्रेटरी ने अपनी बात खत्म की और तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, इस डर से कि एक भी शब्द लुगाव की नाराजगी बढ़ा देगा। 3 दिवसीय फेस्टिवल? हाँ। लुगाव एक ठंडी हंसी हंसा। फिर उसने आगे कहा, चूंकि वे एक फेस्टिवल मनाना चाहते हैं तो हमें भी इसमें शामिल होना चाहिए। इंडस्ट्री के कुछ नामी सॉन्ग राइटर्स से कांटेक्ट करो और एंग को आने के लिए कहो। आखिर वो अभी भी एक वेटरन क्वीन है। एक गाने को चार्ट्स पर लाना, उसके लिए कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। इसके पीछे पूरी कंपनी का सपोर्ट रहेगा। मैं कल शाम से पहले उसका गाना ह्यूइन पर लाइव देखना चाहता हूँ। सेक्रेटरी ये सुनकर थोड़ा रुकी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि बॉस सिस्टर यिंग को मोर्चा संभालने के लिए बुलाने वाले हैं। आखिर सिस्टर यिंग पिछली जनरेशन की क्वीन थी। उनके कैरेक्टर को किनारे रख दें तो उनकी एबिलिटी खुद बोलती थी। समझ गई, मैं अभी उनसे कांटेक्ट करती हूँ। बस एक पल रुकने के बाद उसने तुरंत ऑर्डर मान लिया। पलक झपकते ही उसने गणित लगा लिया था। चेयरमैन वाकई मुझे नीचा दिखाना चाहते थे। ठीक उसी समय म्यूजिक चार्ट पर एक गाना उतारकर। इसका मकसद सिर्फ मेरे मोमेंटम की चमक को कम करना था। लुगाव के उलट टियनशीन ने कोई हलचल नहीं की। उसने अब भी अपना पुराना रवैया बरकरार रखा, मामले से दूर रहना, लड़ाई को ऊपर से देखना और बस मुनाफे का इंतजार करना। हालांकि यिंगहाई एंटरटेनमेंट ने असामान्य रूप से एक और मीटिंग बुला ली थी। बोर्डरूम में पूरी तरह सन्नाटा था। बूढ़ा लोमड़ी डेविड यांग मन ही मन हंसा। सब चुप क्यों हो गए? पहले तो आप सब बहुत बातें कर रहे थे। ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है ताकि आप लोग तय कर सकें कि हमें किस आर्टिस्ट के लिए उससे गाना लिखवाना चाहिए। मैं किसी को जान से मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ। सब सन्नाटे में क्यों बैठे हैं? बोर्डरूम में बैठे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आप मुझे देखें, मैं आपको देखूं। उन्होंने अभी अभी सरीना को बाहर निकालने पर सहमति जताई थी। अब बोलने की हिम्मत उनमें कहाँ थी। हालांकि हर कोई अच्छी तरह समझता था कि मेरा मौजूदा मोमेंटम बहुत जबरदस्त है। डेविड यांग जाहिर तौर पर इस लहर का फायदा उठाना चाह रहे थे। गाना लिखवाकर उसे चार्ट्स पर ऊपर ले जाना, ये उनके अंडर काम करने वाले आर्टिस्ट्स के लिए अच्छी खबर थी। चेयरमैन यांग, मुझे लगता है लेना सही रहेगी।
वो पहले से ही एक टॉप टियर आर्टिस्ट है, लेकिन जब से सेरेना आई है उसने कुछ खास नहीं निकाला है। ये मौका उसे मिल सकता है। बोर्डरूम की बाईं ओर से गोल्ड रिम्ड चश्मा पहने एक मिडिल एज्ड महिला ने सबसे पहले बात की। वह जी यिंगपिंग थी, जिसने किसी के बर्खास्त होने के बाद ऑपरेशंस डायरेक्टर का पद संभाला था। उससे पहले वो हमेशा लेना के करीब रही थी। अपने सामने इतना अच्छा मौका देखकर वो भला कैसे चुप बैठती। मेरा नजरिया अलग है। इससे पहले कि डेविड यांग कुछ कह पाते, दूसरी तरफ बैठे विक्टर युंग बोल पड़े। डेविड यांग ने उधर देखा और अपनी भौहें सिकोड़ी। ये बंदा जैसे ऑपरेशंस डायरेक्टर की सीट पर बैठने वाले हर किसी से भिड़ने के लिए तैयार रहता था। अगर कुछ कहना है तो कहो। डेविड यांग ने विक्टर युंग को तिरछी नजरों से देखा। इशारा साफ था, अगर कुछ मन में है तो बाहर निकालो। मुझे नहीं लगता कि लेना सबसे अच्छा चुनाव है। डायरेक्टर जी ने अभी पद संभाला है और शायद उन्हें नहीं पता कि जब सेरेना कंपनी में थी तो वो ची के काफी करीब थी। मुझे लगता है ची बेहतर चॉइस होगी। इस तरह वो ची के लिए जो गाने लिखेगा वे स्वाभाविक रूप से अधिक दिल को छू लेने वाले होंगे। ये कंपनी के लिए बड़ा फायदा है और जहाँ तक मुझे पता है ची भी उसकी फैन है। ची इस मौके का इस्तेमाल सेकंड टियर आर्टिस्ट बनने के लिए भी कर सकती है। विक्टर युंग ने शांत और बिना किसी हड़बड़ी के अपनी बात खत्म की। इस बार ये वाकई नई आई डायरेक्टर जी से चिढ़ने के बारे में नहीं था। यह कंपनी के लिए एक वास्तविक सोच थी। डेविड यांग ने सुना और एक पल के लिए सोचा। फिर उन्होंने अपना सिर उठाया और कहा, ये अच्छा आइडिया है। बस जेम्स रिवर्स से उसकी राय पूछ लो। बस जेम्स रिवर्स से पूछो कि वो क्या सोचता है। चुनाव इन दोनों के बीच ही रहने दो। अभी जेम्स रिवर्स गाना लिखने के लिए तैयार हो जाए, उसी को वो गाना मिलेगा। डेविड यांग के अपनी बात खत्म करने के बाद जी यिंगपिंग और विक्टर युंग दोनों ने कुछ और नहीं कहा। बोर्डरूम में बैठे दूसरे मैनेजर्स जो अपने अपने आर्टिस्ट्स के नाम रिकमेंड करने ही वाले थे, उन्होंने मन ही मन एक ठंडी आह भरी। उन दोनों में से जिसे भी जेम्स रिवर्स गाना लिखने के लिए तैयार हो जाए, उसी को वो गाना मिलेगा। डेविड यांग के अपनी बात खत्म करने के बाद जी यिंगपिंग और विक्टर युंग दोनों ने कुछ और नहीं कहा। दूसरे मैनेजर्स जो अपने खुद के आर्टिस्ट को रिकमेंड करने ही वाले थे, उन्होंने मन ही मन एक ठंडी आह भरी और जल्दी न बोलने के लिए पछतावा महसूस किया। वाकई इस तरह के अच्छे रिसोर्सेज लिमिटेड थे। जरा सी भी हिचकिचाहट हुई और आप सब कुछ खो देंगे। मैं बस बिस्तर पर लेटने ही वाला था जब मुझे यिंग है एंटरटेनमेंट से एक गाने के लिए मैसेज मिला। मैं एक पल के लिए रुका। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यिंग है ऐसे समय में और इतने कम नोटिस पर गाना मांगने आएगा, लेकिन इस पर थोड़ा सोचने के बाद मैं यिंग है की मंशा समझ गया। वे मेरे मोमेंटम का फायदा उठाना चाहते थे। मैसेज में दिए गए दो कैंडिडेट्स को देखकर मैंने ची को चुनने से पहले ज्यादा नहीं सोचा। इस बात को अलग रखते हुए कि मैं ची से मिल चुका था और उनके बारे में मेरा इंप्रेशन अच्छा था, बस उनके स्वीट और ब्राइट वोकल टोन ने मुझे अचानक एक गाने की याद दिला दी। वो गाना ची की स्वीट लाइट वॉइस के लिए एकदम परफेक्ट था, जैसे वो उन्हीं के लिए बना हो। और वो गाना था क्वीन ऑफ स्वीट पॉप वैंग सिनलिंग का लव यू लव यू। उतनी ही मीठी आवाज वाली ची को गाने के लिए दिया गया, यहाँ तक कि मुझे भी थोड़ा इंतजार महसूस हुआ। अलग अलग लोग अलग अलग जिंदगी जीते हैं। जब मैं घर पर अपनी वाइफ और बच्चे को बाहों में लिए सुकून और गर्माहट में था, वहीं शहर के आर्टिस्ट अपार्टमेंट्स में मियाओ अन्यून शांत उदासी भरे चेहरे के साथ बैग पैक कर रही थी। उसकी असिस्टेंट युआन रान खामोशी से उसके साथ मदद कर रही थी। चाहे उसकी अन्यून सिस जो भी करने का फैसला करें, वो अपनी पूरी ताकत से उनका सपोर्ट करेगी। जब से मैं सामने आया था, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड बहुत तेजी से बदल रहा था। अभी कुछ ही दिन पहले मियाओ अन्यून इस बात के लिए दुखी महसूस कर रही थी कि सेरेना को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, और फिर भी सिर्फ एक हफ्ते में मैंने सीधे तौर पर सेरेना के लिए पूरी सिचुएशन ही बदल दी थी। ऑनलाइन आने वाली मोमेंटम की लहर हर दूसरे आर्टिस्ट का दम घोट रही थी। जाहिर है वो भी उन प्रभावित लोगों में से एक थी, लेकिन उसने कभी इसके बारे में कोई शिकायत नहीं की थी। मैंने अपनी एबिलिटी के दम पर जो चमत्कार किया था वो किसी और की मेहनत थी। मियाओ अन्यून अपनी डेली लाइफ में और भी ज्यादा मेहनत ही कर सकती थी। उसे यकीन था कि वो भी किसी दिन कामयाब होगी, लेकिन कभी कभी रियलिटी इतनी ही क्रूर होती थी। शांक्सी एंटरटेनमेंट ने कभी म्यूजिक पर ज्यादा फोकस किया ही नहीं था, और इस एक्सपीरियंस के बाद कंपनी के डिसीजंस को समझना और भी मुश्किल हो गया था। कुछ आर्टिस्ट्स ने तो फिल्म और टेलीविजन की ओर रुख करना भी शुरू कर दिया था। मियाओ अन्यून वह बदलाव कभी नहीं करती। सिंगिंग वो सपना था जिसे उसने हमेशा संभाल कर रखा था, लेकिन आज दोपहर ही उसे कंपनी के अपर मैनेजमेंट की ओर से एक जबरदस्ती भरे व्यवहार का सामना करना पड़ा। मा लियांग नाम के उस बोर्ड मेंबर ने न केवल उसे फिल्म और टेलीविजन में स्विच करने के लिए प्रेशर डालने की कोशिश की, बल्कि गलत तरीके से बात भी की और बदतमीजी भी की। आखिरकार उसका सब्र टूट गया। जब वो बस उस पर हाथ डालने ही वाला था, उसने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया, और उस एक थप्पड़ ने उसका करियर खत्म कर दिया। खैर, इसका मतलब सिर्फ शेल्व होना था। मियाओ अन्यून को कोई पछतावा नहीं था। भले ही उसे दोबारा चुनना पड़े, फिर भी वो वही थप्पड़ जड़ती। थप्पड़। अब यहाँ तक कि ये अपार्टमेंट भी कंपनी ने वापस ले लिया था। रहने की जो दूसरी व्यवस्था उन्होंने उसके लिए की थी,
वो एक ऐसे कमरे जैसी थी जो किसी स्टोरेज क्लोजेट जैसा दिखता था। अगर आसमान छूती पेनल्टी फीस की बेड़ियां उसे न जकड़ी होती तो वो बहुत पहले ही छोड़ चुकी होती। वो एक साधारण परिवार से थी। इन 3 सालों में उसने जो पैसा कमाया था वो अभी भी कंपनी की पेनल्टी फीस चुकाने के लिए थोड़ा कम था। मियाओ अन्यून ने अपना सिर उठाया और पैक किए हुए बैग्स की ओर देखा, फिर तुम्हारी ओर मुड़ी जो अभी भी उसके साथ थी। उसने जबरदस्ती एक हल्की मुस्कान बिखेरी और कहा, मुझे लगता है कि इस बार वाकई कोई उम्मीद नहीं बची है। जैसे ही मैं पेनल्टी फीस चुकाने लायक पैसे कमा लूंगी मैं इसी वक्त कंपनी छोड़ दूंगी। यहाँ तक कि आमतौर पर ब्राइट और खुश रहने वाली मियाओ अन्यून को भी एक ऐसी उदासी महसूस हुई जिसे वो झटक नहीं सकी। वो नहीं जानती थी कि ये सब युआन रन से कैसे कहे। उसे बस यही लगा कि उसने उसे नीचा दिखाया है। ओ अन्यून सिस, आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। युआन रान भी जानती थी मियाओ अन्यून का दिल इस वक्त बहुत दुख रहा होगा। वो सिर्फ खुश होने का नाटक कर सकती थी और उसे एनकरेज कर सकती थी। सच तो ये था कि उसे भी थोड़ा दुख महसूस हो रहा था। एक बार अन्यून चली गई तो यकीनन उसे किसी और के अंडर काम करने के लिए भेज दिया जाएगा, लेकिन अपनी खुद की सिचुएशन के मुकाबले वो अन्यून के लिए ज्यादा फिक्रमंद थी। अन्यून सिस को सिंगिंग से इतना प्यार था, उसने इतनी अविश्वसनीय मेहनत की और फिर भी अब उसे खामोशी से साए की तरह जाना पड़ रहा था। ये एंटरटेनमेंट वर्ल्ड वाकई बचाने लायक नहीं था। युआन रन ने मन ही मन ये सोचा और फिर उसे सेरेना का ख्याल आया। फिर मेरा ख्याल आया। तभी उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। अगर मैं अन्यून सिस की मदद करने को तैयार होता तो नतीजा पूरी तरह अलग होता, है ना? लेकिन फिर युआन रन का चेहरा गिर गया। हमारा कोई कनेक्शन नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। मैं अन्यून की मदद के लिए अपने रास्ते से हटकर क्यों जाऊंगा? अगला दिन वो दिन था जब सेरेना का एल्बम ड्रॉप होने वाला था। इस 3 दिवसीय सेलिब्रेशन का आखिरी दिन। सुबह से ही ऑनलाइन बातचीत का सिलसिला नहीं थमा। नेटिजन्स उस पल का इंतजार कर रहे थे। एल्बम लाइव हो गया। हुआयन के न्यू रिलीज चार्ट पर टॉप स्पॉट। उस वक्त उस पर पिछली रात हुआयन द्वारा रिलीज किए गए चेसिंग ड्रीम्स विद अ यंग हार्ट का कब्जा था। वो पहले से ही वहां मजबूती से टिका हुआ था। इसने बहुत से नेटिजन्स को ये कयास लगाने पर मजबूर कर दिया कि सेरेना के एल्बम के गाने चार्ट पर किस पोजीशन तक पहुंच पाएंगे। और ठीक तभी तेज नजर वाले नेटिजन्स ने अचानक नोटिस किया कि टीएनमे एंटरटेनमेंट और यिंगहा एंटरटेनमेंट दोनों ने कुछ ही पल पहले अनाउंस किया था कि उनके लेबल के आर्टिस्ट हुइन पर नए गाने रिलीज कर रहे हैं। उसी समय टीएनमे एंटरटेनमेंट की पिछली जनरेशन की क्वीन लू यिन और यिंगहा एंटरटेनमेंट की उभरती हुई आर्टिस्ट ची दोनों ने एक ही मोमेंट पर वीबो पर पोस्ट किया। दोनों ही उन गानों को प्रमोट कर रही थीं जो वे उस दिन हुआयन पर रिलीज कर रही थीं। लू यिन एक दिल को छू लेने वाला इमोशनल बैलेड द डे डजंट नो द नाइट लेकर आ रही थी और ची लव यू लेकर आ रही थी। इस खोज ने तुरंत इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। हर तरह की बहस छिड़ गई। वाह, ये दोनों कंपनियां क्या सोच रही हैं? इस वक्त नए गाने रिलीज करना, क्या उन्हें कुचले जाने का डर नहीं है? दाल में कुछ काला है, पक्का कुछ गड़बड़ है। भाइयों, वो वादा याद करो जो हमने किया था। आज की रात हमारी है। सच है। लू यिन, भले ही उसका गुस्सा खराब हो, पर्सनालिटी खराब हो, लुक्स भी खास ना हो और खामियों की एक लंबी लिस्ट हो, पर उसके गाने वाकई कुछ और ही होते हैं। ची को भी कम नहीं समझा जाना चाहिए। उसकी वो मीठी आवाज, क्या इस बूढ़े दिल को उसने लगभग पिघला नहीं दिया है? जो भी हो, आज रात का इंतजार करते हैं और देखते हैं क्या होता है। एबिलिटी के मामले में सेरेना किसी से कम नहीं है। गानों के मामले में हाहा, जो भी सामने आए वो मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे कहना होगा एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में काफी समय से इतनी हलचल नहीं हुई है। हाहा, आज रात एक असली शो होने वाला है। टीएनमे एंटरटेनमेंट और यिंगहा एंटरटेनमेंट के अनाउंसमेंट ने नेटिजन्स के उत्साह को और भी ऊपर बढ़ा दिया। इस वक्त उन्हें बस यही महसूस हो रहा था कि समय बहुत धीरे बीत रहा है। वे चाहते थे कि वे पलक झपकते ही उस शाम के उस पल में पहुंच जाएं जब गाने लाइव होने वाले थे। आज रात दिग्गजों की लड़ाई होने वाली है और वे इस पूरे ड्रामे के मुख्य किरदार हैं। जब से सेरेना ने वापसी की थी और मुझे इस सीन में लेकर आई थी, ऑडियंस की प्रेजेंस का एहसास और भी मजबूत होता जा रहा था। यहाँ शहर में नेटिजन्स की बेसब्री के उलट सेरेना थोड़ा नर्वस महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि आज की एल्बम सेल्स मेरे लिए बहुत क्रूशियल थी और इसलिए भले ही आधे गाने फ्री चैनल्स के माध्यम से अवेलेबल थे, फिर भी वो नर्वस थी। मुझे गानों पर तो पूरा भरोसा था, लेकिन मैं भी थोड़ा एंजाइटी महसूस किए बिना नहीं रह सका। इस वक्त मैं लगभग कंगाल था। वो पैसा जो मैंने एंटरटेनमेंट कंपनी शुरू करने के लिए इस्तेमाल करने का प्लान बनाया था, साथ ही शी एनिमेशन के लिए वो 5 मिलियन, उनमें से कुछ भी अभी तक हाथ में नहीं आया था। अभी के लिए सब कुछ इस बात पर टिका था कि सेरेना की एल्बम कितनी अच्छी बिकती है। जहाँ तक नेटिजन्स के इसे खरीदने की बात थी, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। हर किसी के अनजाने इंतजार में समय बीतता गया और शाम के 8 बजे बज गए।
इस वक्त सेरेना की एल्बम और ची का नया गाना हुआयन पर एक साथ लाइव हो गए। नेटिजन्स जो काफी समय से इस पल के लिए बेताब थे, अचानक खुद को एक दुविधा में फंसा हुआ पाया। इतने सारे गाने एक साथ ड्रॉप हो रहे थे, उन्हें सबसे पहले कौन सा सुनना चाहिए। जैसे ही नेटिजन्स हिचकिचा रहे थे, किसी ने एक थ्रेड पोस्ट किया। टाइटल था, हे भगवान ये बहुत अच्छा है, मेरी तो लॉटरी लग गई, सब लोग अभी जाकर सुनो सेरेना की एल्बम का नया गाना एज विश्ड। इसने नेटिजन्स की आंखों में तुरंत चमक पैदा कर दी। वे आखिर हिचकिचा ही क्यों रहे थे? जाहिर है सबसे पहले सुनने वाली चीज सेरेना की एल्बम का वो रहस्यमयी नया गाना था जिसे जेम्स रिवर्स ने लिखा था। कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। यकीनन सबसे अच्छा चॉइस था। उस पल में सब एक साथ बढ़े और थ्रेड में बताए गए गाने एज विश्ड पर क्लिक किया। उन्होंने एक सेकंड के लिए भी इस बात की परवाह नहीं की कि गाना पेवॉल के पीछे था। फ्री वाले गाने तो वे पहले ही सुन चुके थे, भले ही जो वर्जन उन्होंने सुना था वो डीलक्स क्वालिटी का नहीं था। इस वक्त वे बस ये सुनना चाहते थे कि ये एज विश्ड असल में है कैसा पूछो मत, बस अमीर हूँ और जो चाहता हूँ वही कर रहा हूँ। और फिर पियानो की आवाज के साथ जिन्होंने ईयरफोन लगा रखे थे उन्होंने अपने सिर हिलाना शुरू कर दिया। ये मेलोडी वाकई खूबसूरत है। जैसे ही सेरेना की आवाज आई उन्हें महसूस हुआ कि उनका पूरा शरीर एक झटका महसूस हुआ। नेटिजन्स के विपरीत इस पल में हर एंटरटेनमेंट कंपनी की मैनेजमेंट टीमें और इंडस्ट्री के सभी आर्टिस्ट्स को म्यूजिक सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे बिना पलक झपकाए हुए इनके न्यू रिलीज चार्ट को घूर रहे थे। वे सभी जानना चाहते थे कि आज कौन से गाने चार्ट पर आएंगे और कौन से बाहर हो जाएंगे, खासकर वे आर्टिस्ट्स जिनके गाने पहले से ही चार्ट पर मौजूद थे। घबराहट के कारण उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। तभी उन्होंने अचानक नोटिस किया कि सेरेना का एज विश्ड न्यू रिलीज चार्ट की रैंकिंग में लगभग तुरंत दिखाई दे गया था, ठीक वैसे ही जैसे इंटरनेट पर इस गाने को लेकर तहलका मचा हुआ था। हर कोई ये देखकर दंग रह गया कि हुआयन ने फिर से वीबो पर पोस्ट किया था और मुझे और सेरेना दोनों को टैग किया था। क्या गाना है, एज विश्ड, क्या बात है जेम्स रिवर्स, क्या बात है सेरेना। खूबसूरती से लिखा गया, खूबसूरती से गाया गया, मैं इसे रख रहा हूँ। जिसने भी हुआयन की वीबो पोस्ट देखी वो एक पल के लिए अवाक रह गया। ये पहली बार था जब उन्होंने हुआयन को इस तरह बोलते हुए देखा था। सारे दिखावे छोड़ दिए, है ना? बस उन्हें अपने बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, है ना? खैर, उनका हक भी बनता है। मैंने भी वो वीबो पोस्ट देखी थी। मैं मुस्कुराया और एक लाइन में जवाब दिया, बिल्कुल आगे बढ़िए बुजुर्ग। अगर इतना काफी नहीं है तो बस वापस आकर मुझे बता दीजिएगा, क्या ये कोई इंसान ऐसी बात कहता है? काफी नहीं है? बस कह देना। सीरियसली मेरा मन थूकने का कर रहा है। उस पल में हर कोई पूरी तरह से हार मान चुका था। वे सभी चाहते थे कि उनका हुआयन के साथ इस तरह का इंटरेक्शन हो, लेकिन उनके पास वो टैलेंट ही नहीं था। यह वाकई दिल तोड़ने वाला था। वीबो पर जवाब देने के बाद मुझे एक गहरी भावना का एहसास हुआ। यकीनन किसी भी दुनिया में ये गाना हमेशा लोगों के दिल को गहराई तक छू जाएगा। वर्ल्ड क्वीन फे वांग फे द्वारा परफॉर्म किया गया और महान उस्ताद द्वारा लिखे गए लिरिक्स वाला गाना, अगर ऐसी चीज हिट नहीं होती तो दुनिया में कोई इंसाफ नहीं होता। और सेरेना ने इस गाने में जो मेहनत की थी वो मैंने खुद देखी थी और अपने दिल में महसूस की थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि जब मैं पहली बार ये गाना लेकर आया था तो सेरेना ने बिना आराम किए दिन रात प्रैक्टिस की थी। वो बस इस गाने को उतना परफेक्ट गाना चाहती थी जितना वो कर सकती थी, और अभी जो रिजल्ट था वो निस्संदेह उसकी सारी मेहनत का सबसे अच्छा जवाब था। नेटिजन्स काफी देर तक एज विश्ड में खोए रहे। काफी समय बाद उन्हें आखिरकार याद आया कि और भी गाने थे जो उन्होंने अभी तक नहीं सुने थे। और फिर हुआयन का न्यू रिलीज चार्ट पूरी तरह उथल पुथल में डूब गया। ओरिजिनल टॉप 10 में से नंबर 1 पर मौजूद चेसिंग ड्रीम्स विद अ यंग हार्ट को छोड़कर, जो अपनी जगह पर डटा हुआ था, बाकी हर गाना धीरे धीरे गायब होने लगा। एज विश्ड ने दूसरे नंबर वाले गाने की जगह ले ली और मजबूती से दूसरे पायदान पर जम गया। ठीक उसके पीछे सेरेना का द विंड राइजेस आया। ये वो गाना था जिसे सेरेना ने पहली बार न्यू सॉन्ग पर लाइव परफॉर्म किया था और पब्लिक ने इसे सबसे ज्यादा पसंद किया था। उसके बाद सी ऑफ फ्लावर्स ने चार्ट में एंट्री की, फिर करेज बिना किसी सवाल के ऊपर चढ़ गया। सेरेना के एल्बम के गाने एक एक करके न्यू रिलीज चार्ट के टॉप 10 में जगह बनाने लगे। यहाँ तक कि जॉय जैसा गाना भी, जो थोड़ा कम पॉपुलर कैटेगरी का था, गाने को नेटिजन्स ने धकेलकर 10वें पायदान पर पहुंचा दिया। उस पल में ऐसा लगा जैसे नेटिजन्स के बीच एक सामूहिक समझ बन गई हो। जेम्स रिवर्स और सेरेना, आप हमारे लिए एज विश्ड जैसा खूबसूरत गाना लाए हैं, इसलिए हम आपके साथ वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं जैसा हुआयन करता है, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। हम आपसे पूछते हैं, क्या आप इमोशनल हुए? खेल खत्म। बुनियादी तौर पर चार्ट पर नजर रख रही हर एंटरटेनमेंट कंपनी की मैनेजमेंट टीम और बाकी सभी आर्टिस्ट गालियां दे रहे थे। न्यू रिलीज चार्ट का टॉप 10 सेरेना के एल्बम का हर गाना इसमें जगह बना चुका था, और वे 2 गाने जो सेरेना ने नहीं गाए थे वे भी न्यू रिलीज चार्ट के टॉप 10 में शामिल थे, क्योंकि वे 2 गाने मैंने खुद लिखे
कंपोज किए और परफॉर्म किए थे फॉरएवर हैव यू और काउंटर स्ट्राइक। इस आदमी ने आज अपने गाने भी हुआयन पर अपलोड कर दिए थे और वे सब फ्री थे। लोग बस ये पूछना चाहते थे कि फॉरएवर हैव यू आखिर डूइन पर कितने समय से था। लगभग 3 महीने। 3 महीने पुराना गाना अब हुएन पर अपलोड हो रहा है और फिर भी न्यू सॉन्ग की कैटेगरी में गिना जा रहा है। ये आफत का परकाला खास तौर पर यहाँ लोगों के चेहरे पर तमाचा मारने आया था, है ना? हालांकि शुक्र है कि मैंने कुल मिलाकर सिर्फ 9 गाने लिखे थे। उसने टॉप 10 की हर एक जगह नहीं घेरी थी। अगर एक ही इंसान के गाने सारी जगहों पर कब्जा कर लेते तो बाकी एंटरटेनमेंट कंपनियों की इज्जत कहाँ रह जाती। न्यू रिलीज चार्ट में नंबर 5 पर एक वेटरन आर्टिस्ट का गाना था। इस वक्त वो गाना बीच में सैंडविच बना हुआ थर थर कांप रहा था। जिन नेटिजन्स ने ये सिचुएशन देखी वे तुरंत मजे लेने लगे। उन्होंने खुशी खुशी उस वेटरन आर्टिस्ट के वीबो को एक के बाद एक टैग करना शुरू कर दिया। हर तरफ से घिरे हुए हो, हिला सको तो हिला कर दिखाओ। उस वेटरन आर्टिस्ट ने अपने वीबो पर नेटिजन्स के मजाक वाले कमेंट्स देखे और आधी हंसी आधे रोने वाले इमोजी के साथ पोस्ट किया। हिलने की हिम्मत नहीं है, बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं है। कुछ ही समय में पूरा वीबो नेटिजन्स की खुशी का जरिया बन गया। म्यूजिक सुनना, गप्पे लड़ाना और साथ में मजाक करना। वाकई शानदार। टियन में एंटरटेनमेंट की बिल्डिंग के अंदर लुगाओ न्यू रिलीज चार्ट को घूर रहा था और उसके अंदर झुंझलाहट बढ़ रही थी। लू यिन का गाना द डे डजंट नो द हार्ट ऑफ द नाइट हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इससे लुगाओ को बेचैनी महसूस होने लगी। वो चाहे जितना भी सोच ले, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या एक वेटरन क्वीन का गाना किसी के सुनने लायक भी नहीं था। लुगाओ ने अपने सामने रखे डेस्क पर जोर से मुक्का मारा। वो जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका प्लान धुआं हो जाएगा। दूसरी तरफ नेटिजन्स नए साल की तरह खुशियां मना रहे थे। उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि लू यिन का गाना द डे डजंट नो द हार्ट ऑफ द नाइट कमाल की रफ्तार से ऊपर चढ़ रहा था। वो न्यू रिलीज चार्ट पर 30वें नंबर पर पहुंच चुका था। बिना किसी शक के टीएनमी एंटरटेनमेंट ने पैसा झोंकना शुरू कर दिया था। पेड कमेंटर्स खरीदना, डेटा के साथ छेड़खानी करना, यानी कि उनकी हर पुरानी तरकीब। बहुत जल्दी द डे डजंट नो द हार्ट ऑफ द नाइट सीधा न्यू रिलीज चार्ट के 10वें नंबर पर पहुंच गया और उसने जॉय को बाहर का रास्ता दिखा दिया। नेटिजन्स जो जॉय सुनने के लिए 10वें नंबर पर क्लिक करने ही वाले थे, उन्होंने जैसे ही हाथ बढ़ाया अचानक पाया कि वो गाना लिस्ट से गायब हो गया है। इस पर नेटिजन्स ने आखिरकार ध्यान दिया कि क्या हुआ है। वे एक पल के लिए दंग रह गए। क्या? कहाँ गया मेरा गाना? किसी ने देखा कि मेरा जॉय कहाँ चला गया? ये गाना अचानक एक पल में यहाँ कैसे आ गया? क्या किसी ने इसे सुना भी है? ये क्या बकवास है? कोई भी मुझसे मेरा गोस्ट ब्राइड वाला गाना नहीं छीन सकता। आखिर लू यिन का गाना सुन कौन रहा है? कोई अंदाजा नहीं। सेरेना के ही सारे गाने खत्म नहीं हो पा रहे हैं। उसके गाने पर क्लिक करने का टाइम किसके पास है? नेटिजन्स पूरी तरह उलझन में थे। कोई सुन नहीं रहा था। तो फिर ये गाना इतनी जल्दी ऊपर कैसे चढ़ गया? तेज तर्रार नेटिजन्स को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ी। उनके सीने में एक बेचैनी होने लगी। मुझे लगता है कोई शांति से नहीं बैठ पाया। वे हमें बेवकूफ समझ रहे हैं। किसी ने सुना नहीं, फिर भी ये गाना वहां कैसे पहुंचा? ठीक है, ये मुझे चैलेंज नहीं है। ये हम सभी नेटिजन्स की इंटेलिजेंस को चैलेंज है। भाइयों, थोड़ी और मेहनत करो। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि एक कंपनी हम सब नेटिजन्स की ताकत को हरा सकती है। ऑनलाइन बहस अभी चल ही रही थी कि उसी पल यिंगहाई एंटरटेनमेंट का ऑफिशियल वेबो मैदान में उतरा। वो क्या किसी ने नोटिस नहीं किया कि चैंडी का लव यू भी मेरे द्वारा लिखा गया गाना है? पहले सबको सरप्राइज देने का प्लान था। पता चला कि ये तो डरावना सपना बन गया। कोई सुन ही नहीं रहा है। आप भेदभाव नहीं कर सकते। प्लीज इसे एक बार सुने। इस वेबो पोस्ट ने मुझे टैग किया था, इसलिए ये जल्दी ही सबकी नजरों में आ गया। नेटिजन्स फिर से हैरान रह गए। क्या? लव यू भी जेम्स रिवर्स ने लिखा है? ये क्या बात हुई? आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप इतनी ईमानदारी से पूछ रहे हैं तो हम बड़ी दरियादिली दिखाएंगे और इसे सुनेंगे। ठीक है, मैं सुनूंगा। इस प्यारी लड़की चंडी को थोड़ा फेस देते हैं और अपने उस बंदे को भी थोड़ा फेस देते हैं। आज मैं देखना चाहता हूँ कि जेम्स रिवर्स के गाने न्यू रिलीज चार्ट के टॉप 10 की सारी जगह घेर लें। आप सबको क्या लगता है? मैं बस आराम से देखूंगा। अब और बातें नहीं, मैं सुनने जा रहा हूँ। अब तक रात के 11 बज चुके थे, लेकिन नेटिजन्स का उत्साह कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये अब भी उतना ही ज्यादा था। आज रात वे अपनी ताकत से इतिहास गवाह बनाने वाले थे। न्यू रिलीज चार्ट का टॉप 10 आज रात वे इस पूरे पर अपना हक जता रहे थे। जो भी आए उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। इसी जज्बे के साथ नेटिजन्स ने सबसे पहले लव यू सर्च किया और उसे निर्णायक रूप से क्लिक किया। फिर वे ये देखकर हैरान रह गए कि इसका एक म्यूजिक वीडियो ऑनवी भी था। इसके लिए यिंगहाई एंटरटेनमेंट को 1 पॉइंट मिलता है। तो नेटिजन्स ने एमवी खोला और एक साथ देखने और सुनने के लिए तैयार हो गए।
एमवी में बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ चैंडी की प्यारी सूरत नजर आई। वो नाच रही थी और गा रही थी, प्यारी मुस्कान के साथ प्यारे डांस स्टेप्स, प्यारी आवाज के साथ प्यारा म्यूजिक। नेटिजन्स अब और लेटे नहीं रह सके। कुछ नेटिजन्स तो बिस्तर से उछलकर बाहर आ गए और एमवी में चेन डी के साथ नाचने और गुनगुनाने लगे। यहाँ तक कि वे नेटिजन्स भी जो एज विश्ड की हल्की उदासी में डूबे हुए थे पूरी तरह पिघल गए। लव यू। मेरा ये बूढ़ा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लव यू। कोई मुझे बचाओ। ये दो शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मेरे चेहरे पर अनजाने में एक ओल्ड डैड वाली स्माइल आ गई है। भाइयों, ये गाना अगर आप इसे बहुत ज्यादा सुनते हैं तो क्या आपको डायबिटीज हो सकती है? क्या आप अभी भी उसकी चिंता कर रहे हैं? अगर ये मिठास मुझे अभी मार भी दे तो भी मैं इसे सुन रहा हूँ। चैंडी के लव यू ने क्या आप अभी भी उसकी चिंता कर रहे हैं? अगर ये मिठास मुझे अभी मार भी दे तो भी मैं इसे सुन रहा हूँ। चैंडी के लव यू ने हर नेटिजन के दिल को भर दिया। उस पल में उन सबके चेहरों पर एक ही मुस्कान थी, पूरी तरह मंत्रमुग्ध व्यक्ति की मुस्कान। लव यू। साथ ही नेटिजन्स की इस मीठी बमबारी के बीच ये गाना न्यू रिलीज चार्ट पर सीधे नंबर 5 पर पहुंच गया, जिसने उस वेटरन आर्टिस्ट के गाने को नंबर 6 पर धकेल दिया। लेकिन उस वेटरन आर्टिस्ट को इसका जरा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि इस वक्त वो खुद भी एमवी देख रहा था और लव यू पर अपनी कमर हिला रहा था। चाहे मेल हो या फीमेल, इस समय हर कोई अंदर से एक लिटिल स्वीटहार्ट बन गया था। शहर के एक लग्जरी घर में डेविड यांग भी अपनी मुस्कान को बिना रोके एमवी देख रहे थे। उन्हें अचानक महसूस हुआ कि क्या अब चीको टॉप टियर रिसोर्सेज देने का समय आ गया है। फिर उन्होंने एक शांत आह भरी। अगर उनकी अपनी बेटी उनके सामने खड़ी होकर उनके लिए इस तरह के गाने पर गाती और नाचती तो वो खुशी खुशी मर सकते थे। नेटिजन्स पूरी तरह से इस लहर में बह चुके थे, लेकिन लुगाओ अंदर ही अंदर तड़प रहा था। सिर्फ लू यिन के गाने को चार्ट पर लाने के लिए कंपनी पहले ही कई मिलियन झोंक चुकी थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यिंगहाई एंटरटेनमेंट इस वक्त बीच में कूद पड़ेगा। वो डेविड यांग वाकई नीच था, जिसने ठीक इसी समय इस तरह का वेबो पोस्ट किया, सीधे दिल पर वार। अब तक कंपनी के अंदर के दूसरे बोर्ड मेंबर्स काफी जोर शोर से शिकायतें करने लगे थे। उन सबको लगा कि ये फायदे का सौदा नहीं है। ये उस रिटर्न से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था जिसकी उन्होंने गाने से उम्मीद की थी। कंपनी सिर्फ उनके अकेले के इशारों पर नहीं चलती थी। जब मुनाफा होता था तो सब उनकी चापलूसी करते थे। जब घाटा हुआ तो वे पन्ना पलटने से भी ज्यादा तेजी से उनके खिलाफ हो गए। लुगाओ ने डेस्क पर अपनी उंगलियां हल्के से थपथपाईं। आखिरकार उसने चार्ट के लिए लड़ना छोड़ दिया। लेकिन फिर भी नेटिजन्स जो अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय बिता रहे थे, उन्होंने धीमे होने के कोई संकेत नहीं दिए। भले ही आधी रात बीत चुकी थी और अगले दिन के शुरुआती घंटे शुरू हो गए थे, नेटिजन्स का उत्साह रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था। हकीकत में नेटिजन्स की और भी ज्यादा लहरें इस जश्न में शामिल हो रही थीं। ये एक ऐसी रात थी जब कोई नहीं सोया। मेरे द्वारा लिखा गया हर एक गाना खौफनाक प्ले काउंट्स के साथ न्यू रिलीज चार्ट पर चढ़ रहा था। यहाँ तक कि जॉय, जिसे पहले चार्ट से बाहर कर दिया गया था, नेटिजन्स ने उसे वापस धकेलकर अंदर पहुंचा दिया। आखिरकार सुबह 1:10 बजे न्यू रिलीज चार्ट का टॉप 10 पूरी तरह से मेरे गानों के कब्जे में था। एक अकेला इंसान 10 की 10 पोजीशन पर छा गया। ये एक ऐसी उपलब्धि थी जो म्यूजिक वर्ल्ड के पूरे इतिहास में आज तक किसी ने हासिल नहीं की थी। उस समय जो दूसरे आर्टिस्ट अभी भी जागे हुए थे, जब उन्होंने ये होते देखा तो उनकी पलकें अनजाने में फड़कने लगी। ये हद से ज्यादा पागलपन है, बिल्कुल बेतुका। एक अकेला इंसान मजे मजे में पूरी म्यूजिक दुनिया को तबाह कर रहा था, लेकिन तथ्यों ने इसे साबित कर दिया। कम से कम इस पल में पूरी म्यूजिक दुनिया को अकेले जेम्स रिवर्स ने सच में और पूरी तरह से अपने पैरों तले कुचल दिया था। नेटिजन्स जिन्होंने आखिरकार ये महान उपलब्धि हासिल कर ली थी, उन्होंने बिल्कुल साफ चार्ट की ओर देखा और अंदर से एक गहरी संतुष्टि महसूस की। वे आखिरकार वापस बिस्तर पर लेट गए, अपने ईयरफोन्स लगाए, म्यूजिक सुना और खुशी खुशी नींद की आगोश में चले गए। जहाँ तक उनकी बात है, जिन्हें म्यूजिक सुनकर सोने पर मजबूर किया गया था, कौन जानता था कि उन्हें डरावने सपने आएंगे या नहीं। अगली सुबह तड़के मैं बस उठा ही था, तभी मुझ पर हर तरफ से मैसेजेस की बौछार होने लगी। बिना किसी शक के वे सभी गाने की बड़ी सेल पर बधाई के संदेश थे। शुरू में मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता था, लेकिन अब जिससे भी मेरा थोड़ा बहुत कनेक्शन था, उसने मैसेज भेजा था। यहाँ तक कि शुअर शावान, किंग लू और कई अन्य लोगों ने भी बधाई के वीचैट मैसेजेस भेजे थे। मैंने उन्हें विस्तार से नहीं पढ़ा, मैंने बस उन सभी को एक जैसा जवाब भेजा और फिर नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। नाश्ता तैयार होने पर नन्ही लिली खाना खाकर बिल्कुल समय पर किंडरगार्टन के लिए निकल सकती थी। हाँ, कुछ ही देर में सेरीना बेडरूम से नन्ही लिली को गोद में लिए बाहर आई, जो अभी भी उबासी ले रही थी। उसने कुशलता से नन्ही बच्ची को हाथ मुंह धोने और कपड़े पहनने में मदद की। जब तक वे पूरी तरह तैयार हुए, मैं नाश्ता लिए किचन से बाहर आ गया था। हर चीज की टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी।
पति और पत्नी की टीम ने बिना किसी गलती के तालमेल के साथ काम किया। वे तीनों नाश्ता करने बैठे ही थे कि सामने का दरवाजा खटखटाया गया। बैंग बैंग बैंग। मैंने सवालिया लहजे में ऊपर देखा। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी कौन आएगा, लेकिन सरीना जल्दी से खड़ी हो गई और जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ी उसने कहा, ये मियाँ और बाकी लोग हैं, मैंने उन्हें आने के लिए कहा था। वाकई जैसे ही दरवाजा खुला, मियाँ ने अपनी उस गूंजती हुई आवाज के साथ एक चीख मारी और आगे बढ़कर सरीना को गले लगा लिया। वाह सरीना, तुम कमाल की थी। मैं कल रात इतनी एक्साइटेड थी कि ठीक से सो भी नहीं पाई। हा हा। मिस क्लेयर उसके पीछे आई, इस छोटी लड़की को बेबसी लेकिन प्यार भरी झुंझलाहट के साथ देख रही थी। मियाँ नीचे उतरो। मियाँ को लगभग अपना गला घोंटते देख सरीना ने चिढ़ते हुए उसे खुद से अलग किया। उन्होंने दरवाजा बंद किया और तीनों अंदर आ गए। मैंने सिर हिलाकर मिस क्लेयर और मियाँ का स्वागत किया। नन्ही लिली ने भी प्यार से 2 बार आंटी कहकर पुकारा, लेकिन जब मियाँ ने मुझे अपना स्वागत करते देखा तो उसकी आंखें घबराहट में इधर उधर होने लगीं, जिससे मैं पूरी तरह उलझ गया। इस बार मैंने इस छोटी लड़की को नाराज करने के लिए क्या किया था? जैसा कि पता चला, कुछ नहीं। अगले ही पल मियाँ के मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, गुड मॉर्निंग ब्रदर इन लॉ। मैं तुरंत दंग रह गया। मुझे एक पल के लिए लगा कि मेरे कान मुझे धोखा दे रहे हैं। आखिर मियाँ ने हमेशा मुझे सीधे नाम से पुकारा था। मुझे होश में आने में काफी समय लगा और मैं हकलाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। मियाँ का पूरा चेहरा लाल हो गया। उसे यकीन था कि मैं मन ही मन उस पर हंस रहा हूँगा। सरीना ने ये सीन देखा और डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए आ गई। मेरी ओर देखते हुए उसका चेहरा हल्का गुलाबी था, पर चेहरे पर मुस्कान थी। ये मैंने ही मियाँ से तुम्हें वो बुलाने के लिए कहा था। मैं उसकी बहन हूँ तो तुम स्वाभाविक रूप से उसके ब्रदर इन लॉ हुए। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली। मियाँ में आया ये अचानक बदलाव मुझे अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ विलेंस मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन अगर ये सेरेना का काम था तो बात समझ में आती थी। मैंने ऊपर देखा और पूछा, मिस क्लेयर, मियाँ, क्या आप दोनों ने नाश्ता कर लिया है? दोनों ने एक साथ कहा कि वे खा चुके हैं। फिर मिस क्लेयर ने सरीना की ओर देखा। सरीना, तुमने हमें इतनी जल्दी बुलाया है, क्या कुछ खास बात है? मिस क्लेयर, मियाँ, अभी के लिए बैठिए, हम थोड़ी देर में बात करेंगे। मिस क्लेयर और मियाँ थोड़े उलझन में थे, फिर भी उन्होंने सिर हिलाया और सोफे पर बैठ गए। नाश्ते के बाद मैंने हमेशा की तरह नन्ही लिली को किंडरगार्टन छोड़ दिया। जब मैं वापस घर पहुंचा तो मैंने सोफे पर बैठे उन तीनों को एक अजीब से सन्नाटे और हैरानी की हालत में पाया। मेरे आने से उनकी वो तंद्रा टूटी। मिस क्लेयर के चेहरे के भाव जटिल थे। मियाँ की आंखें धीरे धीरे फैल रही थीं, जैसे उसे कोई बड़ा झटका लगा हो, और सरीना के चेहरे पर भी यकीन न कर पाने वाले भाव थे। मैंने अपना सिर खुजलाया। ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने कम समय में क्या हो गया। क्या कुछ हुआ है? मैं थोड़ा चिंतित था और सीधे पूछा। वह मिस क्लेयर थीं। काफी देर बाद उन्होंने आखिरकार अपना फोन ऊपर उठाया और कहा, एल्बम के पहले दिन के सेल्स फिगर्स आ गए हैं। ये सुनकर मेरी आंखें चमक उठीं। मैं जल्दी से सोफे के पास गया और बैठ गया। ये तो अच्छी खबर है। मुझे देखने दो टोटल कितना है। मेरे एल्बम की पहले दिन की सेल 75 मिलियन है। फोन लेने के लिए मेरा हाथ थोड़ा कांप गया। मैंने मशीनी अंदाज में अपना चेहरा घुमाया। मैं भी दंग था। कितना? 75 मिलियन। पूरे न्यू रिलीज चार्ट का टॉप 10 तुम्हारे गानों से भरा है। मैं कल रात करीब 10 बजे सो गया था और आज सुबह अभी लिली को छोड़कर वापस आया था। मुझे चार्ट चेक करने का समय ही नहीं मिला था। जब मैं कल रात सोया था तब मेरे गानों ने न्यू रिलीज चार्ट की सिर्फ आधी जगह घेरी थी। किसे पता था कि एक रात की नींद के बाद नेटिजन्स इतना बड़ा सरप्राइज देंगे? तो इसका मतलब है कि हायंग वाले गाने और मेरे 2 सिंगल्स की कमाई, साथ ही इंघाई वाले गाने का रॉयल्टी शेयर मिलाकर पहले दिन की टोटल सेल्स 100 मिलियन पार कर जाएगी। मैंने ये कहा और अनजाने में थूक निकला। मैंने कल्पना की थी कि इन गानों की कंबाइंड सेल प्रभावशाली होगी, लेकिन ये इतनी चौंकाने वाली होगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। आपको समझना होगा कि मेरी असली दुनिया में ओल्ड जो के सबसे बड़े एल्बम की पहले दिन की सेल सिर्फ 100 या 200 मिलियन थी और उस एल्बम में 10 गाने थे। मेरे पास भी 10 थे, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि उन 10 गानों में से आधे सुनने के लिए फ्री थे। यह वाकई बेतुका था। कोई हैरानी नहीं कि मिस क्लेयर और मियाँ की ऐसी हालत क्यों थी। सरीना ने उन्हें शुद्ध मुनाफे का 10% हिस्सा दिया था। ये दोनों एक ही पल में मिलियनेयर बन गए थे। ये किसी को भी सुन्न कर सकता था। मैंने हमेशा खुद को ऐसा समझा था जो पैसों को ज्यादा अहमियत नहीं देता, लेकिन जब इतनी बड़ी रकम असल में सामने रखी हो तो मुझे आखिरकार समझ आ गया, भले ही वो धूल ही क्यों न हो, अगर आपके सामने उसका इतना बड़ा ढेर लगा हो तो वो किसी को भी सुन्न करने के लिए काफी है। आपको समझना होगा कि आमतौर पर एल्बम सेल्स का 30% आर्टिस्ट को और 20% सॉन्ग राइटर को मिलता है। बाकी हिस्सा कंपनी और प्लेटफॉर्म के बीच 70-30 के अनुपात में बढ़ जाता है।
लेकिन मेरे और सरीना के मामले में कोई कंपनी नहीं थी। उसे मिलने वाली सेल्स अर्निंग को सिर्फ हुइंग प्लेटफॉर्म के साथ 70-30 में बांटना था। पूरा ग्रुप खामोशी से एक दूसरे को देख रहा था। सबको होश में आने में काफी समय लगा। इस पल एमएस क्लेयर का दिल भावनाओं के भंवर में था। अभी कुछ समय पहले तक वो अपनी माँ की बीमारी और बाहर के कर्ज को लेकर चिंता में घुली जा रही थी। फिर भी मेरे आने के बाद इतने कम समय में न केवल उसने अपनी पिछली सारी परेशानियां पीछे छोड़ दी थीं, बल्कि अब उसे कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। माया की फैमिली साधारण स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी ठीक ठाक थी, लेकिन ये सच में पहली बार था जब उसने इतने पैसे कमाए थे। वो भी थोड़ा मदहोश महसूस कर रही थी। तो सेरेना ने उन्हें सुबह जल्दी इसलिए बुलाया था ताकि वो उनकी सैलरी दे सके। सच तो ये है कि ये बात सेरीना के मन में शुरू से थी। मिया और एमएस क्लेयर पिछले 3 महीनों से उसके साथ थे। उन्होंने बिना किसी शिकायत के हर दिन कड़ी मेहनत की थी। फिर भी अब तक उन्हें एक पैसा भी नहीं मिला था। जैसे ही उसके पास पैसे आए, उसने सबसे पहले उनके बारे में सोचा। बस उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस एल्बम की कमाई इतनी डरावनी होगी। अब तक किसी भी एल्बम ने पहले दिन की सेल्स में 50 मिलियन का आंकड़ा नहीं तोड़ा था, और सेरीना के एल्बम ने तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड ही ध्वस्त कर दिया था। सबसे पहले मैं शांत हुआ। मैंने जल्दी से हिसाब लगाया। मेरी असली दुनिया में ओल्ड जो का एल्बम पहले दिन ही 120 मिलियन का आंकड़ा पार कर सकता था, और सेरेना का एल्बम तो कई दिग्गजों के आइकॉनिक गानों का कलेक्शन था। जब इस बारे में सोचा जाए तो ऐसे नतीजे उतने हैरान करने वाले नहीं थे। मैंने ऊपर देखा और अचानक मुस्कुराया। मैंने सेरीना की ओर देखा, जो अभी भी थोड़ी सुध बुध खोई हुई लग रही थी। अब तुम सच में एक अमीर औरत बन गई हो। अगर यहाँ मिया और एमएस क्लेयर नहीं होती तो मैं तुम्हें वैसे ही रिच वाइफ कहना चाहता जैसे नन्ही लिली कहती है। लेकिन सच तो ये है कि अब मुझे कोई रोक नहीं रहा है। वाइफ, अब जबकि तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं, मैं 10 मिलियन के लिए अपनी पहली एप्लीकेशन डाल रहा हूँ। अब कंपनी को जमीन पर उतारने का समय आ गया है। मैंने मुस्कुराते हुए और हाथ जोड़ते हुए ये कहा। चेन फोंग की एनिमेशन कंपनी को अभी भी 5 मिलियन चाहिए, और सिटी सेंटर में वो फ्लोर 2000 मीटर का ऑफिस स्पेस। सिर्फ 6 महीने का रेंट ही 5 मिलियन होगा, और उसके ऊपर इक्विपमेंट और बाकी सब कुछ। सेरेना ने अपनी पलकें झपकाई। वो इतनी प्यारी और मासूम लग रही थी कि मेरा मन उसका गाल खींचने का करने लगा। मेरा बैंक अकाउंट लिंक्ड तो है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि आगे से घर के खर्चों का फैसला हम दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, सेरेना ने धीरे से कहा। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर अपने होंठ सिकोड़े और मेरी ओर देखा। उसने अपना मुंह खोला। क्या कंपनी बनने के बाद हम एक चैरिटी फाउंडेशन भी बना सकते हैं? मैं आगे चलकर मुनाफे का 30% हिस्सा उन अनाथ बच्चों और मरीजों की मदद के लिए अलग रखना चाहती हूँ जो अपना मेडिकल बिल्स। सेरीना के चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन देखकर मैं एक पल के लिए रुका। फिर मैं मुस्कुराया और सिर हिला दिया। बेशक, हम दोनों खुद अनाथ हैं। कुछ चीजों का अनुभव होने के कारण हम कुदरती तौर पर दूसरों से बेहतर मुश्किलों को समझते हैं। अगर सेरीना ने ये नहीं भी कहा होता तो मैं बाद में इस बारे में बात करता। आप बस इतना कह सकते थे कि उन दोनों का मन एक था। बेशक, इस फाउंडेशन की देखरेख हम पूरी सीरियसली और जिम्मेदारी के साथ करेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि इसका एक एक पैसा उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। एमएस क्लेयर और मिया ने यह सुना और उनकी आंखों में तुरंत चमक आ गई। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एमएस क्लेयर फिर मुस्कुराई और बोली, सेरीना, हमारी सैलरी का 30% हिस्सा ले लो और उसे फाउंडेशन में डाल दो। इसे हमारा छोटा सा योगदान समझो। ठीक है? सेरीना मान गई। आगे की दिशा लगभग तय हो चुकी थी। मैंने कोई वक्त बर्बाद नहीं किया। मैं खड़ा हुआ और स्वागत का इशारा करते हुए कहा, मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये प्यारी लेडीज मेरे साथ अपनी फ्यूचर की नई कंपनी देखने चलना चाहेंगी? मिया तुरंत खुशी से झूम उठी और सहमति में अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। सेरीना ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस खड़ी हुई और मेरा हाथ थाम लिया, अपना जवाब अपने एक्शन से जाहिर किया। चेन फोंग को कॉल करने के बाद वे चारों घर से निकले और सिटी सेंटर की तरफ ड्राइव करने लगे। एक बार फिर सिटी सेंटर की उस मल्टी स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग के नीचे पहुंचकर मैंने अपना सिर पीछे झुकाया और ऊपर की ओर देखा। यहाँ मेरी ये तीसरी विजिट थी। मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन मैं यहाँ अपनी खुद की कंपनी खोलूंगा। लीज के लिए 8वां फ्लोर अवेलेबल था। हमारे पहुंचने से बहुत पहले ही चेन फोंग वहाँ इंतजार कर रहा था। उसके बगल में लगभग 40 साल का एक आदमी खड़ा था। वे दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे और हंस रहे थे। जब तक हम चारों लिफ्ट से बाहर नहीं निकले तब तक उन दोनों ने अपनी बातें बंद नहीं की और हमसे मिलने आए। ओल्ड जंग, चलो मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये लिन फू हैं, इस बिल्डिंग के मैनेजर। चेन फोंग ने मुझे उन दोनों का परिचय कराने के लिए आगे खींचा। मिस्टर लिन, ये जेम्स रिवर्स हैं, हमारी कंपनी के बॉस भी। मैंने जल्दी से अपना मास्क उतारा और लिन फू से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। जैसे ही मास्क उतरा, लिन फू ने साफ तौर पर मुझे पहचान लिया। आप उनकी आंखों में सरप्राइज देख सकते थे। हेलो हेलो, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि वो आप होंगे जो इस फ्लोर को रेंट पर लेना चाहते हैं।
जब लिटिल चेन ने मुझे पहले बताया था तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है। उम्मीद नहीं थी कि सच में आप ही होंगे। इन पिछले 2 दिनों में हर बार जब मैं अपना फोन खोलता हूँ तो आपकी खबरें होती हैं। तो आप अपनी खुद की एंटरटेनमेंट कंपनी खोल रहे हैं। लिन फ्यू के साथ एक छोटी सी हैंडशेक के बाद उन्होंने हैरानी और क्यूरियोसिटी वाले एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखा। आप यहाँ कंपनी खोलने आए हैं? अगर ये बाहर पता चला तो ये एक बहुत बड़ी स्टोरी बन जाएगी। हेलो मिस्टर लिन, मैं वाकई एक एंटरटेनमेंट कंपनी शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए मैं लोकेशंस देख रहा हूँ। क्यों ना पहले हम जगह देख लें? हाँ, चलिए पहले बिजनेस की बात करते हैं। प्लीज मेरे पीछे आइए। लिन फ्यू मन ही मन मुस्कुराया। अगर मैं वाकई उसकी बिल्डिंग में एंटरटेनमेंट कंपनी खोलता हूँ, बिल्डिंग, ये जगह पूरी तरह फेमस हो जाएगी। वो जानता था कि मेरा कितना मोमेंटम है। ये प्रतिष्ठा का एक गोल्ड प्लेटेड साइन होगा। पूरा ग्रुप एक साथ फ्लोर पर टहलने लगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, लिन फ्यू सब कुछ एक्सप्लेन करता गया। जब तक हमने पूरा एक राउंड लगाया, मेरे दिमाग में एक रफ पिक्चर बन चुकी थी। यह फ्लोर टोटल 2200 मीटर का था, जो 15 ऑफिस एरिया में बटा हुआ था। हर एरिया लगभग 120 मीटर का था। बेशक ऑफिस को बाद में जरूरत के हिसाब से रेनोवेट और मॉडिफाई किया जा सकता था। जब वक्त आएगा तो वो कंपनी की जरूरतों के हिसाब से लेआउट को पूरी तरह से रेनोवेट और रिकॉन्फिगर कर सकता था। उदाहरण के लिए स्टाफ के लिए रेस्टरूम्स के साथ साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो, कॉन्फ्रेंस रूम और कई अन्य स्पेस। उन सभी को मुझे बाद में रेनोवेट और फिट आउट करना होगा। फिर इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन और फॉलो अप टास्क की एक पूरी सीरीज थी। वो सब बाद का काम था। अभी के लिए मैं मूल रूप से एक खाली हाथ वाला कमांडर था। मेरे और सेरीना के अलावा मिया, मिस क्लेयर और वे 2 लोग जिन पर पहले ही बात बन चुकी थी, फन शाओ शाओ और यीशुहान। कंपनी में फिलहाल कोई और नहीं था। अभी के लिए मुझे बस जल्दी से कुछ बेसिक रूम सेटअप करने थे, फिर एक ऑफिस स्पेस खाली करके शी एनिमेशन को यहाँ शिफ्ट करना था। मैं इस फ्लोर से काफी हद तक संतुष्ट था, इसलिए मैंने मौके पर ही लिन फ्यू के साथ नेगोशिएशन शुरू कर दिया। लिन फ्यू वाकई खुश था कि मैं उसकी बिल्डिंग में आ रहा हूँ, इसलिए उसकी प्राइसिंग बहुत फेयर थी। हम दोनों की तुरंत बात जम गई। नेगोशिएशन खत्म होने तक मैंने लिन फ्यू के साथ सफलतापूर्वक 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। 12 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर प्रतिदिन के हिसाब से इसे रिन्यू करना है या नहीं। जब यह एक्सपायर होगा, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर था कि क्या मुझे तब तक बड़े स्पेस की जरूरत होगी। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, पहला पेमेंट कर दिया गया। शी एंटरटेनमेंट की स्थापना का पहला स्टेप सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। शुरुआत में सब कुछ सबसे कठिन होता है। शी एंटरटेनमेंट का एड्रेस कंफर्म होते ही मैंने बिना समय बर्बाद किए तुरंत एक रेनोवेशन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया। मुझे जितनी जल्दी हो सके कंपनी को सेटअप करना था। कल मेरे साथ कंपनी रजिस्टर करवाने चलना। इसके साथ ही ऑनलाइन कुछ जॉब लिस्टिंग्स डाल देना। हमारे पास अभी सिंगर्स नहीं है, लेकिन कुछ जरूरी पोजीशंस को जल्द से जल्द भरने की जरूरत है। समझ गया। हम कल साथ चलेंगे और रेनोवेशन की चिंता मत करो, मैं इस पर नजर रखूंगा। हमारा शी एनिमेशंस ऑफिस स्पेस मैं पर्सनली हर स्टेप की देखरेख कर रहा हूँ। चेन फोंग मान गया। जब कंपनी के मामलों की बात आती थी तो वो पूरे जोश से भर जाता था। रेनोवेशन कंपनी से बात होने के बाद मैंने अपने सामने फैले विशाल खाली फ्लोर की ओर देखा और आगे क्या करना है इसके बारे में अपने दिमाग में सोचता रहा। जब कंपनी शुरू करने की बात आई तो मैं पालकी में बैठने वाली पहली बार की दुल्हन की तरह था, इस सब में बिल्कुल नया। मैं बस इतना कर सकता था कि इसे ध्यान से समझूं और गलती की कम से कम गुंजाइश छोड़ूं। रेनोवेशन तो सिर्फ पहला स्टेप था। उसके बाद इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन, टैलेंट रिक्रूटमेंट और फिर फन शाओ शाओ और यूई हाँ को कंपनी में लाना था। शुरुआती स्टेज की प्लानिंग लगभग इतनी ही थी। वहाँ से एक एक कदम आगे बढ़ना होगा। मिया अभी भी सेरीना को एक रूम से दूसरे रूम में खींच रही थी। मिस क्लेयर उनके पीछे पीछे आ रही थीं। उनकी मुस्कान कम नहीं हो रही थी। अब जब उनकी खुद की कंपनी थी तो इस छोटी बच्ची ने कंपनी के लेआउट के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। वो इसी पल सेरीना को साथ खींच रही थी और हर डिटेल को स्टडी कर रही थी। सेरीना मिया को फ्यूचर के बारे में सपने बुनते हुए सुन रही थी, जबकि उसकी आंखें अनजाने में मेरी ओर जा रही थीं, जो अभी भी वहां सोच में डूबा हुआ था। उसका दिल भी शांत नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे महसूस हुए बिना ही उसकी पूरी लाइफ एक कंप्लीट और बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी हो, जैसे किसी सपने से जागना। खासकर इस मोमेंट में यहाँ खड़े होकर सब कुछ अनरियल सा लग रहा था। उसे अचानक डर महसूस हुआ। मिया ने सेरीना को और आगे खींचने की कोशिश की और अचानक नोटिस किया कि सेरीना अपनी जगह पर जम गई थी। उसके चेहरे से जैसे लाइफ गायब हो रही थी। सेरीना, तुम क्या सोच रही हो? मिया ने झिझकते हुए आवाज दी। सेरीना ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही सेकंड उसने अचानक अपना हाथ मिया के हाथ से छुड़ाया और मेरी तरफ चल दी। मैं अभी भी कंपनी के डायरेक्शन के बारे में गहराई से सोच रहा था। अचानक एक जानी पहचानी क्लीन सेंट मुझ तक पहुंची और एक गर्म छोटे हाथ ने मेरे हाथ को थाम लिया।
मजबूती से हाथ पकड़े हुए मैंने ऊपर देखा और सेरेना का चेहरा पाया, बिना किसी मेकअप के कुदरती तौर पर खूबसूरत, ठीक मेरे सामने। उन बादामी आंखों में एक साफ पैनिक था। क्या हुआ? मैंने उसका छोटा हाथ दबाया और धीरे से पूछा। ये शब्द अभी खत्म ही हुए थे जब मेरे हाथ में उसका छोटा हाथ और कस गया। सेरेना ने अपने होंठ भींच लिए, दोनों आंखें बिना पलक झपकाए मुझ पर टिकी थीं। मिया और मिस क्लेयर, जो उनके पीछे ऑफिस एरिया से बाहर आई थीं, वे सहज रूप से अपने कदम रोक लिए। उन दोनों ने भी सेरेना का बेचैन मूड नोटिस कर लिया था। मिस क्लेयर नहीं जानती थी कि सेरेना को क्या हुआ है, लेकिन वो अंदाजा लगा सकती थी। उनके सीने में एक हल्का दर्द सा उठा। इस नादान बच्ची को अभी अभी थोड़ी खुशी मिलनी शुरू हुई थी और अब डर फिर से हावी हो रहा था। भले ही मिस क्लेयर को नहीं पता था कि वो किस बात से डर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि वजह मुझसे जुड़ी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, जो सेरेना को अपनी आंखों में सिर्फ कोमलता के साथ देख रहा था। उन्होंने मिया का हाथ पकड़ा और एक तरफ चली गईं। अभी इस कपल को कुछ स्पेस अकेला छोड़ने का वक्त था। चेन फोंग ने अपना सिर खुजलाया। वो अब तक कंफ्यूज था, लेकिन मिस क्लेयर और दूसरों को जाते देख वो अचानक समझ गया। वो जल्दी से मिस क्लेयर और मिया के पीछे चल दिया। यहाँ का एटमॉस्फेयर वाकई उसकी सहनशक्ति से बाहर था। हाथ में हाथ की असली गर्माहट ने सेरेना के दिल की धड़कनें बढ़ा दी थीं। वो पूछना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि जो जवाब उसे मिलेगा वो उसे निराश न कर दे। और फिर भी मेरी आंखों की स्थिर कोमलता ने उसे आखिरकार पूछने की हिम्मत दी। जेम्स, डमी, तुम कहीं गायब तो नहीं हो जाओगे, है ना? सेरेना की बात सुनकर मैं रुक गया। ये एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा था। जब मैं पहले यहाँ आया था तो मैंने जाने के बारे में सोचा था, पूरी दुनिया घूमने के बारे में सोचा था, लेकिन बाद में वो विचार धुंधला पड़ गया। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि क्या मैं गायब हो जाऊंगा, मैंने वाकई इस बारे में नहीं सोचा था और मुझे नहीं पता था कि इस सवाल का क्या जवाब दूं। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। इसमें से कुछ भी इंसान के अपने बस में नहीं होता। कंट्रोल। अपना मनचाहा जवाब न मिलने पर सेरेना की आंखों में पैनिक और गहरा हो गया। हाथ की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई। उसकी आंखें कोनों से लाल होने लगीं। ये सवाल पूरे वक्त उसके दिमाग में था। जिस पल मैं पहली बार सामने आया था, तभी से वो सोच रही थी। वो कभी नहीं बदली थी, खासकर तब जब खुशियां और भी करीब आती जा रही थीं। उसके अंदर का डर और भी स्ट्रांग होता जा रहा था। वो इस बात से डरी हुई थी कि ये खुशी कहीं एक खाली सपने जैसी न हो, एक गुजरती हुई परछाई से ज्यादा कुछ न हो। सपनों में मिलना हमेशा धुंध में खो जाता है। सेरेना का पैनिक महसूस करके मुझे भी अपनी एक लहर महसूस हुई। मैंने बदले में उसका हाथ थामा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी मर्जी से छोड़कर नहीं जाऊंगा। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरी आंखें धीरे धीरे स्थिर हो गईं। मैंने धीरे से सेरेना की पीठ थपथपाई, जो अभी भी थोड़ा कांप रही थी, और आगे कहा, अगर एक दिन मैं सच में गायब हो जाऊं तो मेरा इंतजार करना, मैं वापस जरूर आऊंगा। सेरेना ने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस मेरी कमर को कसकर पकड़ लिया और मेरे शरीर की गर्माहट महसूस करने लगी। काफी देर बाद आखिरकार मुझे उसका रिप्लाई सुनाई दिया। मेरे कान के पास उसका रिप्लाई आया। ठीक है, सिर्फ एक शब्द, लेकिन इसमें सेरेना के पूरे संकल्प का वजन था। भले ही मेरा जवाब वो नहीं था जो वो सुनना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे थामे रखने के लिए कुछ दे दिया था। उन दोनों के इमोशंस धीरे धीरे शांत हुए। हालांकि मेरे दिल में अब चिंता की एक और परत थी, पर वो ऐसी चीज थी जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं हो सकता था। यहाँ सब कुछ सेटल होने के बाद वे चारों कंपनी से निकले और बैंक की ओर चल दिए। रास्ते में मिया ने एक चीयरफुल जोकर की तरह काम किया और जानबूझकर मूड को हल्का करने की कोशिश की, जिससे सेरेना की स्पिरिट्स काफी बेहतर हो गईं। मैं ड्राइव कर रहा था और मन ही मन हैरान था। वे वाकई सेरेना के सबसे भरोसेमंद राइट हैंड लोग थे। वे दोनों उसे सच में समझते थे। बैंक की ये ट्रिप इन दोनों को उनके काम के लिए पे करने के लिए थी। उसके बाद लाइफ अपनी पटरी पर आने लगी। सेरेना को कुछ समय के लिए सुकून मिला और मैं, जो एक फुल टाइम स्टे एट होम डैड बनने निकला था, खुद को बुरी तरह थका रहा था। कंपनी रजिस्टर करना, लोगों को रिक्रूट करना, कंपनी का लोगो डिजाइन करना और ऐसे ही कई दूसरे काम। इसने मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करने दिया। आधे महीने के बाद हम दोनों के बारे में ऑनलाइन बज धीरे धीरे शांत होने लगा। एक समय के लिए सेरेना और मेरे बारे में न्यूज जैसे दुनिया से गायब ही हो गई थी। नेटिजन्स हमें याद करने के लिए सिर्फ गाने सुन सकते थे और कभी कभी हमारे वेबो पोस्ट के नीचे कमेंट्स में बहस कर सकते थे। हे, तुम कहाँ हो? अभी तक कुछ पोस्ट करने बाहर नहीं आए। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। फूल भी मुरझा गए हैं। सीरियसली, तुम इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हो? आधा महीना हो गया। एक फार्म के गधे को भी इतना रेस्ट नहीं मिलता। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इंडिपेंडेंट हो रहे हो? कोई मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा? बस बहुत हुआ। अगर तुम जल्दी सामने नहीं आए तो देख लेना, मैं तुम्हारी बिल्डिंग के बाहर घोस्ट फायर पार्क कर दूंगा। शी मेरी है।
हाँ हाँ, नेटिजन्स की लगातार पूछताछ के उलट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में एक अजीब सी शांति छा गई थी। हर एंटरटेनमेंट कंपनी ने राहत की सांस ली। बिना उन दोनों के दबाव के बिना हमारा मूड बहुत बेहतर है। हालांकि उनमें से किसी ने भी ट्रेंडिंग चार्ट्स पर बहुत ज्यादा आक्रामक तरीके से हावी होने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि किसी दिन ये आफत अचानक सामने आएगी और उन्हें करारा झटका देगी। आखिरकार जिस पल में सामने आता था वो हमेशा गारंटीड ट्रेंडिंग टॉपिक होता था। अगर ऐसा हुआ तो हमारा खर्च किया गया सारा पैसा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। जैसा कि बाद में पता चला, उनकी अप्रोच बिल्कुल सही थी। 20 अक्टूबर की तारीख आई। सेरेना और मेरे वेबो अकाउंट्स ने एक ही समय पर अपडेट पोस्ट किए और महज एक छोटे घंटे में पोस्ट ट्रेंडिंग चार्ट पर नंबर 1 पर पहुंच गई। बहुत समय से मिले नहीं, सबको रिपोर्ट कर रहे हैं। आज से शी एंटरटेनमेंट आधिकारिक तौर पर खुल गया है। गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट जंग। गुड मॉर्निंग सेरेना। शी एंटरटेनमेंट आधे महीने के रेनोवेशन के बाद अब आकार ले चुका था। जिस पल सेरेना, मैं और बाकी लोगों ने फ्रंट डोर से कदम रखा, नई नियुक्त की गई रिसेप्शनिस्ट तुरंत खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान थी और उसने सेरेना और मुझे ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग। मैं बदले में मुस्कुराया। ये यंग लेडी, उसका नाम ली वेंजिंग था। मेरा मानना है वह सच में शांत और सौम्य लग रही थी। बहुत अच्छा, वह सच में अपने नाम के अनुरूप थी। ली वेंजिंग मेरा रिस्पॉन्स पाकर और भी खिल उठी। जब से उसने शी एंटरटेनमेंट के लिए जॉब पोस्टिंग देखी थी, उसने तुरंत अपना रिज्यूमे भेज दिया था। यहाँ तक कि इंटरव्यू के दौरान भी उसने पूरी तैयारी की थी। फिर भी उसे चिंता थी कि कहीं उसका सिलेक्शन ना हो। आखिरकार अपनी आइडल की कंपनी में काम करना और उन्हें हर दिन देखना, ये वाकई एक वंडरफुल बात थी। वर्तमान में शी एंटरटेनमेंट शी एनिमेशन द्वारा इस्तेमाल किए गए स्पेस के अलावा अब 10 रेस्ट रूम्स, 10 रिकॉर्डिंग स्टूडियो, 5 ऑफिस और एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में बटा हुआ था। सभी बेसिक फैसिलिटीज अपनी जगह पे थीं। कंपनी का लोगो भी डिजाइन हो गया था और बाहर बड़े साइन पर टांग दिया गया था। बेशक बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियों की तुलना में ये अभी भी थोड़ा साधारण लग रहा था, लेकिन इस स्टेज पर मैं काफी संतुष्ट था। जैसे ही सेरेना और मैं आगे बढ़ने वाले थे, दरवाजे से 2 फीमेल वॉइस सुनाई दी। गुड मॉर्निंग डिप्टी डायरेक्टर यांग। गुड मॉर्निंग ची। सेरेना, मैं और बाकी लोग पीछे मुड़े तो देखा कि एंजेला और चेंग भी बाहर से अंदर आ रहे थे। चेंग उछलती हुई आई और सेरेना का हाथ पकड़ लिया। सेरेना, कुछ दिनों से देखा नहीं, तुमने थोड़ा वजन बढ़ा लिया है। नहीं, मैंने नहीं बढ़ाया। सेरेना का प्यारा चेहरा थोड़ा गुलाबी हो गया। उसने थोड़ा वजन बढ़ा लिया था। वो हाल ही में घर पर थी और मेरी कुकिंग बहुत अच्छी थी। हर बार वो खुद को और खाने से रोक नहीं पाती थी, लेकिन इसे स्वीकार करना तो सवाल ही नहीं था। मैंने एंजेला को सामने आते देखा और अपना सिर खुजलाया। कंपनी अभी खुली ही थी। मैंने डेविड यांग को सिर्फ एक पार्टनरशिप का सुझाव दिया था, ताकि जगह को थोड़ी प्रेजेंस देने के लिए 2 लोगों को उधार लिया जा सके। चेंग के आने की मुझे थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन एंजेला आएगी, मैंने कभी इसकी भविष्यवाणी नहीं की होती। ये फॉर्मिडेबल महिला पहले से ही अपनी कंपनी में कई रोल निभा रही थी। उसके पास अभी भी मेरे इस छोटे से स्टार्टअप में आने का समय कैसे था। जब वे पहली बार यहाँ आए थे तो उन्होंने मुझे चौंका दिया था, लेकिन सौभाग्य से एंजेला ने कंपनी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। कम से कम एचआर के मामले में हम में से किसी को भी एक चीज की भी चिंता नहीं करनी पड़ी। डिप्टी डायरेक्टर यांग, यिंग हाई एंटरटेनमेंट ने आपको जाने देने का मन कैसे बना लिया? पूरा ग्रुप रेस्टरूम की तरफ बढ़ा। मैंने चलते चलते क्यूरियोसिटी के साथ पूछा। एंजेला बिना मुड़े सीधे देखती रही। एचआर में डिप्टी डायरेक्टर जंग हैं। मैं सिर्फ एक डिप्टी डायरेक्टर हूँ। यहाँ मदद के लिए आना इतना अजीब नहीं है ना? काम के लिहाज से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस ऑफिस में हूँ। वो रुकी, फिर अचानक मुड़ी और तिरछी नजरों से मेरी तरफ देखा। क्या मेरा स्वागत नहीं है? स्वागत है, स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मूल रूप से अब हमारी कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट लोगों में से एक हैं। हम आपका स्वागत कैसे नहीं करेंगे? मैंने जल्दी से कहा। ये साइड वैसे ही शॉर्ट हैंडेड है। यहाँ आने के बाद जाने की सोच रही हो? भूल जाओ। तो फिर मुझे डिप्टी डायरेक्टर यांग बुलाना बंद करो। मुझे सिस्टर लिंग कहो, मैं तुमसे बड़ी हूँ। एंजेला ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। साफ तौर पर वो मुझ पर अपना दबदबा बनाना चाहती थी, मेरे सिर पर चढ़ना चाहती थी। मुझे अपनी हार महसूस हुई। मेरा दर्द भरा एक्सप्रेशन देखकर सेरेना और चेंग चुपके से हंसे। उन्होंने मुझे अक्सर इस तरह हारते हुए नहीं देखा था। ठीक है, आप बड़ी हैं, आप जीत गईं, सिस्टर लिंग। अब खुश। एक असली मर्द जानता है कि कब झुकना है। मेरे चेहरे पर तुरंत कंपोजर आ गया। अब एंजेला की बारी थी अंदर से थोड़ा इरिटेटेड महसूस करने की। उसे हमेशा लगता था कि ये लड़का चुपके से उसका मजाक उड़ा रहा है। पूरा ग्रुप बातें करता और हंसता हुआ रेस्टरूम में गया। कंपनी अभी नई बनी थी, जिसमें बस यही मुट्ठी भर लोग थे।
डेवलपमेंट का डायरेक्शन भी अभी पूरी तरह तय नहीं हुआ था। फिलहाल बहुत ज्यादा रूल्स और फॉर्मेलिटीज नहीं थी। ये रेस्ट रूम खास तौर पर सेरेना के लिए था। इसका लेआउट और फर्निशिंग पूरी तरह से यिंग हाई एंटरटेनमेंट वाले की नकल थी। इस पर सेरेना और मिया ने काफी जोर दिया था। खैर, ये वाकई मिया उस आर्टिस्ट का आइडिया था। यिंग हाई एंटरटेनमेंट में उसने रेस्ट रूम में मुश्किल से ही कोई वक्त बिताया था। अब अपनी खुद की कंपनी होने पर वो यहाँ काफी समय बिताने की तैयारी के साथ आई थी। जैसे ही वो अंदर आई, मिया उस बड़े सोफे पर मुंह के बल गिर गई जिसके बारे में वो सपने देख रही थी। वो शब्दों से परे खुश थी। सेरेना और चेंग भी बैठ गए। वे दोनों बहनों की तरह अपनी म्यूजिक के बारे में बातें करने लगे। ओह, सही कहा। सेरेना और मैंने इस बारे में बात की है और हम दोनों को लगता है कि तुम्हारे पास एक सेक्रेटरी होनी चाहिए। अब तुम एक कंपनी के चेयरमैन हो। तुम सब कुछ खुद नहीं कर सकते। तुम्हें मदद के लिए किसी की जरूरत है। मैं सोफे पर ठीक से बैठा भी नहीं था कि मैंने अपने सामने बैठी एंजेला को ये कहते सुना, एक सेक्रेटरी। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में मैंने वाकई नहीं सोचा था। एंजेला की ये बात सुनकर मेरे दिमाग में अनजाने में ब्लैक पैंट सूट में एक लंबी एलिगेंट ब्यूटी की इमेज आ गई। मैंने जल्दी से अपना सिर हिलाया, उस अनरियलिस्टिक इमेज को दिमाग से निकाला। कंपनी अभी शुरू ही हुई है, अभी ज्यादा कुछ चल नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता कि फिलहाल हमें इसकी जरूरत है। यह कहते समय मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन एंजेला से नहीं बच सके। वो अपनी टांगे क्रॉस करके आंखें सिकोड़कर मुस्कुराने लगी। तुम अभी क्या सोच रहे थे? सेरेना को बताओ और यह खुशी शेयर करो। मुझे थोड़ा गिल्टी महसूस हुआ। मैंने सेरेना की तरफ एक नजर डाली। ये बेखबर महिला अभी भी खुशी खुशी चेंग के साथ बातें कर रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि इसके लिए मुझे दोषी ठहराया जा सकता था। मुख्य बात ये थी कि जब कोई सेक्रेटरी का नाम लेता है तो भला कौन ऐसा नहीं सोचेगा। मैं कुछ नहीं सोच रहा था। बिना वजह बातें मत बनाओ। जाहिर है मैं इसे स्वीकार नहीं करने वाला था। मैंने ये बात बिल्कुल गंभीर चेहरे के साथ कही। एंजेला ने तिरस्कार भरी आवाज निकाली और आखिरकार बात को छोड़ दिया। फिर उसने आगे कहा, न तो तुम्हारे पास और न ही सेरेना के पास कंपनी मैनेज करने का समय है और न ही तुम दोनों में से कोई जानता है कि इसे कैसे मैनेज करना है। मदद के लिए किसी प्रोफेशनल को ढूंढना अभी भी जरूरी है। बेशक वो इंसान नेक कैरेक्टर वाला होना चाहिए। असल में सेक्रेटरी के बजाय चलो इसे असिस्टेंट कहते हैं। एंजेला को इस तरह बात करते देख मैंने सिर हिलाया। मैनेजमेंट वाकई मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था, लेकिन अभी कोई जल्दी नहीं है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। कंपनी ने अभी तक नॉर्मल ऑपरेशंस भी शुरू नहीं किए हैं। अभी इस बारे में बात करना बहुत जल्दबाजी होगी। ओह, सही कहा। 2 सिंगर्स बाद में यहाँ आने वाले हैं। सच में बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने उन्हें सड़क किनारे से उठाया है। उनसे बातचीत करना, जो भी टर्म्स दे सको देना और उन्हें काम पे रख लेना। उन्हें साइन कर लो। इस तरह कंपनी में सिर्फ मेरी वाइफ को ही अकेले सब कुछ नहीं संभालना पड़ेगा। मेरा मतलब कुदरती तौर पर फन शाओशा और यीशु हाँ से था। वे 2 भाई कंपनी के सबसे पहले साइन किए गए आर्टिस्ट्स के तौर पर। मुझे उनसे बहुत उम्मीदें थीं। फ्यूचर में ये 2 भाई शी एंटरटेनमेंट के ट्विन पिलर्स होंगे। एंजेला की आंखों में सरप्राइज था। बाकी लोग अपने सिंगर्स टैलेंट एजेंसियों से चुनते थे या उन लोगों में से होते थे जिनकी ऑनलाइन फॉलोइंग हो, और यहाँ मैं किसी को सीधे सड़क किनारे से उठा रहा था। क्या सिंगर्स सच में इतने आसानी से मिल जाते थे? उसे कोई अंदाजा नहीं था। सुबह करीब 10 बजे फन शाओ और यीशु हाँ कंपनी पहुंचे। मैंने बस एक छोटी सी मौजूदगी दर्ज कराई, उन्हें ब्रीफली ग्रीट किया और उन्हें एंजेला के हवाले कर दिया। प्रोफेशनल मैटर्स को प्रोफेशनल्स द्वारा ही हैंडल किया जाना चाहिए। मेरे जैसा बाहरी व्यक्ति अभी सेरेना के साथ पास के एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में अपार्टमेंट देख रहा था। कई आर्टिस्ट अपार्टमेंट रेंट पर लेने के अलावा हम खुद भी एक बड़ी जगह में शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे थे। आर्टिस्ट अपार्टमेंट्स जल्दी सॉर्ट आउट हो गए, जो पूरी तरह से फर्निश्ड यूनिट्स थे। एजेंट जिसे एक बार में बड़ी डील मिल गई थी, अब मुस्कुराते हुए आगे चल रहा था और उत्साह के साथ सेरेना और मुझे उस एरिया के बारे में बता रहा था। मिस्टर जंग, मिस, ये सिटी सेंटर के सबसे जाने माने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में से एक है। यहाँ की ग्रीनरी पूरे एरिया में सबसे बेहतरीन है और फैसिलिटीज भी पूरी हैं। सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट दोनों एक्सीलेंट हैं। इतना ही नहीं, जैसा कि आप शायद देख ही सकते हैं, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत कन्वीनियंट है। अगर आपका ड्राइव करने का मन न हो तो सबवे स्टेशन दरवाजे से बस थोड़ी ही दूर है। पास का शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट भी काफी डेवलप्ड है। फेमस येदा प्लाजा यहीं आसपास है। यहाँ रहने का फैसला करना निश्चित रूप से सही डिसीजन है। मैंने सिर हिलाया। एजेंट जो कुछ भी कह रहा था उसके बारे में मैंने पहले ही रिसर्च कर ली थी। यही वजह थी कि मैंने इस जगह को चुना था। बात करते हुए एजेंट उन दोनों को बिल्डिंग 8 के एंट्रेंस की ओर ले गया। उन्होंने लिफ्ट ली जो सीधे 18वीं मंजिल पर जाकर रुकी।
एजेंट जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकला और सरीना और मुझे एक यूनिट के दरवाजे तक ले गया। उसने इलेक्ट्रॉनिक कोड डाला और दरवाजा खोल दिया। हम तीनों अंदर चले गए। हवा में अभी भी नए रेनोवेशन की हल्की सी महक थी। एंट्रीवे से गुजरते ही एक विशाल लिविंग रूम ने उनका स्वागत किया। अपार्टमेंट में प्रीमियम रेनोवेशन किया गया था, जो मुख्य रूप से मिनिमलिस्ट लाइट ग्रे स्टाइल में था। एजेंट ने अपना इंट्रो जारी रखा। मिस्टर जंग, मिस शिया, आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये अपार्टमेंट आपके लिए सबसे सूटेबल होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड 4 बेडरूम, 2 लिविंग रूम और 2 बाथरूम वाला लेआउट, साफ सुथरा और शानदार। बस इस फ्लोर प्लान को देखिए, इन फ्लोर टू सीलिंग विंडोज को देखिए। सच कहूँ तो अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी इसे लेने के लिए ललचा जाता। एजेंट ने मुस्कुराते हुए इसकी जमकर तारीफ की। ये सुनकर मैं हंस पड़ा। मैं बालकनी और उन विशाल फ्लोर टू सीलिंग विंडोज के पास गया, हल्के ग्रे रंग के पर्दे हटाए और नीचे देखा। नजारा वाकई खूबसूरत था। मैं इस जगह से काफी संतुष्ट था। मैं सरीना की तरफ मुड़ा और देखा कि सरीना की आंखों में भी उम्मीद की एक झलक थी। ऐसा लग रहा था कि वो भी इससे खुश थी। उन दोनों ने अपार्टमेंट का एक और राउंड लगाया। जब सरीना और मैंने बच्चों का कमरा देखा तो हमने उसी वक्त इसे खरीदने का फैसला कर लिया। बच्चों का कमरा वाकई बहुत खूबसूरती से बनाया गया था। हम दोनों इस बात पर सहमत थे कि लिली को उस छोटे से कमरे से पक्का प्यार हो जाएगा। सरीना और मैंने थोड़ी चर्चा की और फिर मैंने एजेंट के साथ इंटेंस नेगोशिएशन शुरू किया। जब एजेंट और मैं दोनों संतुष्टि के साथ मुस्कुराने लगे, तब जाकर दोनों पक्षों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना शुरू किया। एक और बड़ा मामला आधा हल हो गया। सरीना और मैंने एजेंट को गुड बाय कहा और वापस कंपनी की तरफ ड्राइव किया। इस बार अजीब बात ये थी कि सरीना ड्राइव कर रही थी। मैं पैसेंजर सीट पर आंखें बंद करके आराम कर रहा था। मेरे चेहरे पर थकान देखकर सरीना ने अपने होंठ भींच लिए। इस पिछले आधे महीने में उसने मुझे हर दिन जल्दी निकलते और देर से घर आते देखा था। जब मैं घर पहुंचता तब भी मैं कुछ देर के लिए खुद को स्टडी में बंद कर लेता था, कुछ ऐसा करते हुए जो वो नहीं जानती थी। मुझे इस तरह देखकर उसका दिल भर आया, लेकिन जब भी वो कुछ कहने की कोशिश करती, मैं बस मुस्कुरा देता और कह देता कि सब ठीक है। सरीना को लगा कि उसे कुछ करना होगा, वरना उसे नहीं पता था कि ये डमी कब तक इसी तरह खुद को घिसता रहेगा। कार जल्दी ही कंपनी की बिल्डिंग के नीचे पार्किंग लॉट में पहुंच गई। मैं जो आंखें बंद करके आराम कर रहा था, मैंने भी आंखें खोल दी। मेरे चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। वे दोनों कार से उतरे और कंपनी की ओर चल दिए। सड़क पर एक पुरानी लाल कार के अंदर से पागलपन भरे एक्सप्रेशन वाली आंखों की एक जोड़ी सरीना और मुझ पर टिकी थी। जैसे ही हमने बिल्डिंग में एंटर किया, जब से वो बाहर आई थी, वो सरीना पर कड़ी नजर रख रही थी। उसने मूल रूप से पूरी तैयारी की थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड जा चुका था और उस समय सरीना को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। ब्लैकलिस्ट होना एक अच्छी बात थी। वो अपनी ही तरह सरीना को भी बर्बाद होते हुए देखना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा देर तक जश्न मना पाती, मैं फिर से बीच में आ गया। ये आदमी क्या है, हर बार वो सबसे क्रिटिकल मोमेंट पे आ जाता है। वो अब सरीना की खुशी नहीं देख सकती थी। वो अब उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगी थी। सरीना अब उसके अंदर एक जुनून बन गई थी। उसके दिल में चुभा हुआ एक कांटा। सच में उम्मीद नहीं थी। हमारी कंपनी को मिलने वाला सबसे पहला इवेंट इनविटेशन एक अवार्ड सेरेमनी होगा। कंपनी वापस आकर मैंने एमएस क्लेयर से इवेंट इनविटेशन नोटिस लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अक्टूबर के अंत में सिटी म्यूजिक हॉल में हवाईयन न्यू रिलीज चार्ट अवार्ड सेरेमनी आयोजित की जाएगी। इसे हाइनिन ने बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियों के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। काफी प्रतिष्ठित सेरेमनी है। हमने इस महीने के न्यू रिलीज चार्ट पर राज किया है। बेशक हमें इनविटेशन मिलेगा ही। मुझे बस हैरानी है कि सरीना और जीजाजी कितने गानों के लिए अवार्ड जीतेंगे। मिया, जो अभी भी अपने प्यारे बड़े सोफे को छोड़ने को तैयार नहीं थी, उस पर पालथी मारकर बैठी थी और मेरे हाथ में मौजूद नोटिस को देखने के लिए अपनी गर्दन घुमा रही थी। मैंने ऊपर देखा और मुस्कुराया। सच कहूँ तो जीतना या न जीतना हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। आखिर ये अवार्ड्स मुख्य रूप से एक आर्टिस्ट की मार्केट वैल्यू बढ़ाने और कंपनियों के साथ नेगोशिएशन करते समय उन्हें ज्यादा लाभ देने के लिए होते हैं। हमारी अपनी कंपनी में उस लाभ का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जीते या ना जीते, वहाँ जाना और दिखना फिर भी अच्छा है। इस तरह पब्लिक की नजरों में आने से लोग निश्चिंत हो जाएंगे और ये कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड में एक लाइन और जोड़ देगा। आखिरकार अभी ये कंपनी वाकई एक शेल कंपनी जैसी दिखती है। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो सब हंस पड़े। कौन सी शेल कंपनी ऐसी दिखती है? बाकी सब छोड़िए, बस ये 2000 स्क्वायर मीटर का फ्लोर, कौन सी शेल कंपनी इसे रेंट पर लेने का खर्च उठा सकती है? सरीना और जीजाजी, ऐसा लगता है कि आप दोनों के पास सेरेमनी के लिए अभी आउटफिट्स नहीं है। आमतौर पर फॉर्मल वियर कंपनियों या स्पॉन्सर्स द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन हमारे पास अभी कोई स्पॉन्सर नहीं है।
मिया ने सोफे पर कैजुअल कपड़ों में बैठे उन दोनों की ओर देखा और कहा। सोफे के किनारे बैठी मिस क्लेयर ने मिया के बाल सहलाए और सरीना और मुझसे फॉर्मल वियर के बारे में कहा। चलो कुछ कस्टम मेड करवाते हैं, आज दोपहर येदा चलते हैं और देखते हैं। वहाँ एक बिस्पोक फॉर्मल वियर बुटीक है, हमारे पास पर्याप्त समय है। ठीक है, मैं मान गया और इसलिए कंपनी में सबने लंच करने के बाद पूरा ग्रुप बातें करता हुआ लिफ्ट की ओर बढ़ा। बेचारा मैं बीच में 4 महिलाओं से घिरा हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ गौरैया चहचहा रही हों। चेंग यह सुनकर कि वे कपड़े खरीदने जा रहे हैं, साथ होली थी, तो चारों महिलाएं एक कार में बैठ गईं। मुझे अकेला छोड़ दिया और मैं अपनी कार खुद चला रहा था। आगे वाली कार मेन रोड पर मुड़ गई। मैं पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन तभी अचानक कार के इंजन की एक तेज दहाड़ सुनाई दी। मेरी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। मैंने देखा कि दूर से एक पुरानी वाइन रेड कार आ रही है जो बिना रुके एक्सेलरेट कर रही थी और सीधे सरीना और दूसरों को ले जा रही कार की ओर बढ़ रही थी। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर के खून की एक एक बूंद जम गई हो। मैंने सहज रूप से एक्सेलरेटर पर पैर जमा दिया और अपनी कार आगे बढ़ा दी। एक पल में मैंने अपनी कार सरीना की कार के सामने लगा दी। धातु के आपस में टकराने की एक भयानक आवाज गूंजी। मुझे अपनी आंखों के सामने दुनिया हिंसक रूप से घूमती हुई महसूस हुई। शीशे के टुकड़े हर तरफ उड़ने लगे। टूटी हुई खिड़की के जरिए मैंने धुंधली सी एक झलक देखी। वो चेहरा पागलपन से इस कदर बिगड़ा हुआ कि पहचाना न जा सके। तो ये सब तुम ही थी, लू chen। मैं मुस्कुराया। मेरे मुंह से खून बह रहा था, फिर भी मैं मुस्कुराया। जब तक मैं यहाँ था, उसे चोट पहुंचाने के लिए कोई भी मेरे पार नहीं जा सकता था। कार के अंदर सरीना का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया था। उसने अपने पास मौजूद तीनों लोगों को देखा जो पैनिक में चिल्लाते हुए कार से बाहर कूदे। उसने देखा कि मिस क्लेयर ने उसे कार से बाहर निकाला और अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। उसने देखा कि मिया खून से लथपथ लूचियान को, जो उतनी ही पागल लग रही थी, दूसरी कार से बाहर खींच रही है। उसने चेंग को पागलों की तरह इमरजेंसी लाइन और पुलिस को कॉल करते देखा। डमी सरीना ने पुकारा, उसकी आवाज बारिश की तरह थी। फिर वो अचानक मिस क्लेयर की पकड़ से छूट गई। उसके पैर डगमगा रहे थे और वो उस कार की ओर दौड़ी जो टुकड़ों में बिखर चुकी थी। कार के अंदर सारे एयरबैग्स पूरी तरह से खुल चुके थे। वो मेरा चेहरा साफ नहीं देख पा रही थी, बस मेरे शरीर से लगातार खून बह रहा था। सरीना के पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। वो खामोशी से जमीन पर गिर गई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो मेरा हाथ थामना चाहती थी, लेकिन उनके बीच की वो छोटी सी दूरी किसी ईश्वरीय सजा की तरह महसूस हो रही थी। सायरन और एम्बुलेंस की आवाजें हर तरफ से आने लगीं। वहाँ सब कुछ उथल पुथल हो गया, लेकिन सरीना को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया इसी पल ढह चुकी थी। ये एक हॉस्पिटल था। मैंने अपने धड़कते हुए कनपटी को सहलाया और अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। मेरे सामने एक सफेद छत थी। हवा में डिसइंफेक्टेंट की गंध थी। मैंने अपने दर्द करते हुए कमजोर शरीर को बैठने की स्थिति में खींचा और अपने सामने की हर चीज को खाली नजरों से देखने लगा। मैंने कल सिर्फ एक सेलिब्रेशन पार्टी में हिस्सा लिया था और कुछ एक्स्ट्रा ड्रिंक्स पी ली थी। मैं हॉस्पिटल में कैसे पहुंच गया? और ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत लंबे समय से सो रहा था, कोई बहुत ही लंबा सपना देख रहा था। बस मैंने जो भी सपना देखा था, मुझे अब उसमें से कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर, डॉक्टर, इस कमरे का पेशेंट जाग गया है। इससे पहले कि मैं कोई मूवमेंट करता, मैंने एक यंग महिला की आवाज हैरानी में चिल्लाते हुए सुनी, डॉक्टर। अगले ही पल एक डॉक्टर ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर भागा। एक चमत्कार। बिना किसी संकेत के गहरी कोमा में पड़े किसी व्यक्ति की न्यूरल एक्टिविटी अपने आप ठीक हो गई है। डॉक्टर ने काफी देर तक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मेरी जांच की, फिर पूरी तरह से अविश्वास के साथ अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं हुआ है डॉक्टर। हेलो, मैं कल रात बस थोड़ा ज्यादा सो गया था। ये उतना ड्रामेटिक नहीं है जितना आप इसे बता रहे हैं। ज्यादा सो गए थे? हाँ, कौन लगातार कई महीनों तक सोता है? मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप जाग जाएंगे। कई महीने। मुझे हकीकत पर अपनी पकड़ ढीली होती महसूस हुई। ठीक है, जरूरी बात यह है कि आप जाग गए हैं। मैं एक थोरो एग्जामिनेशन करूंगा। जल्द ही मैं आपका चेकअप करूंगा। बेहतर होगा कि आप कुछ और समय ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में ही रुकें। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखते हुए अपनी बात जारी रखी। रुकिए डॉक्टर, मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे हॉस्पिटल कौन लाया था? और जब आप कई महीने कहते हैं, तो क्या आपका मतलब है कि मैं कई महीनों से कोमा में था? मुझे ये सब समझने में मुश्किल हो रही थी। मुझे अर्जेंटली ये जानने की जरूरत थी कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। सटीक रूप से कहूँ तो 3 महीने। जहाँ तक यहाँ लाने वाले की बात है, तो वो शायद आपका कोई कलीग था, क्योंकि जो भी था उसने आपको यहाँ छोड़ा और गायब हो गया। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे मुंह का कोना अनजाने में फड़कने लगा। 3 महीने। मैं वाकई पूरे 3 महीने से सोया हुआ था।
अच्छा हुआ कि किसी ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। एक अनाथ होने के नाते अगर किसी ने मुझे ढूंढा न होता तो 3 महीने बाद मेरा शरीर शायद सड़ने लगा होता। डॉक्टर ने उसके बाद और कुछ नहीं कहा और मेरा थोरो एग्जामिनेशन करने की तैयारी शुरू कर दी। पूरी दोपहर उसी में निकल गई। एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स ने डॉक्टर तक को हैरान कर दिया। मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं था। कोई ये नहीं बता पा रहा था कि आखिर मैं शुरुआत में ही इतनी गहरी कोमा में कैसे चला गया था। उस दोपहर के दौरान मुझे अपनी स्थिति की डिटेल्स भी पता चली। पता चला कि हॉस्पिटल में छोड़े जाने के बाद डॉक्टर खुद भी मुश्किल स्थिति में थे। किसी फैमिली मेंबर के मौजूद न होने के कारण उन्होंने मेरा आक्रामक तरीके से इलाज करने की हिम्मत नहीं की थी। बाद में जब हॉस्पिटल को पता चला कि मैं एक अनाथ हूँ तो उन्होंने मेरे इलाज के लिए एक चैरिटेबल फाउंडेशन से असिस्टेंस फंड्स के लिए अप्लाई किया था। एकमात्र समस्या ये थी कि वे चाहे जो भी करते, मैं ऐसा लग रहा था जैसे कभी नहीं जागूंगा, एक जिंदा लाश की तरह। वे बस इतना ही कर सकते थे कि मुझे वार्ड में रखें और हर दिन मेरी बेसिक न्यूट्रिशनल नीड्स का ध्यान रखें। मैं कड़वाहट के साथ मुस्कुराया। मैं हर दिन वर्कआउट करता था, लेकिन 3 महीने बेड पर रहने ने मुझे एक निचोड़े हुए कपड़े की तरह कमजोर बना दिया था। बस बैठना भी एक स्ट्रगल था। मेरा शरीर कितना कमजोर महसूस हो रहा था, इस बारे में सोचते हुए मुझे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ कि मैंने ये फीलिंग पहले कहीं सपने में महसूस की है। एक पल तक उस सोच के साथ बैठने के बाद जब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने अपना सिर झटक दिया और उन बिखरे हुए विचारों को किनारे कर दिया। अभी सबसे जरूरी चीज अपने शरीर को वापस नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में लाना था। लगातार कोशिशों के बाद 3 दिन बाद मुझे आखिरकार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। भले ही ये शरीर अभी भारी एक्सरसाइज नहीं झेल सकता था, लेकिन चलने जैसी बेसिक चीजें अब पूरी तरह से मैनेजेबल थीं। अपने खाली अपार्टमेंट में वापस आकर मैंने अपना फोन उठाया और हाल की न्यूज स्क्रॉल करने लगा। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे। कुदरती तौर पर किसी को पता नहीं चला होगा कि मैं 3 महीने से कोमा में था। शायद ज्यादा से ज्यादा मेरे पुराने कलीग्स को पता हो। हालांकि अब तक उस छोटे रिकॉर्ड लेबल ने मुझे वैसे भी निकाल दिया होगा। आखिर मैं बस एक मामूली सॉन्ग राइटर था। जो इंसान हमेशा अकेला रहा हो उसके लिए 3 महीने काफी थे। दुनिया में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया था। थोड़ी देर स्क्रॉल करने के बाद मैंने फोन जेब में डाला और फिर से अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। घर में एक भी इंग्रेडिएंट नहीं था। मुझे बाहर जाकर स्टॉक लाना था। मैं पास के मॉल गया, कुछ देर चीजें चुनी और ढेर सारा ग्रोसरी का सामान लेकर वापस पैदल आ रहा था। हे मिस्टर, क्या आप कुछ फूल खरीदना चाहेंगे? मॉल के बाहर प्लाजा में गुलाबी गालों वाली एक छोटी बच्ची ने एक छोटा सा बुके ऊपर उठाया और उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं रुक गया। मेरे हाथ पहले से ही इतने भरे हुए थे कि मैं कुछ और नहीं उठा सकता था। लेकिन जब मैंने उस बच्ची के हाथ में हल्के बैंगनी रंग के लेवेंडर का गुच्छा देखा तो मेरे सीने में एक अजीब अकथनीय दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे कोई आवाज मेरे कान में धीरे से कह रही हो, इसे खरीद लो मिस्टर। लेवेंडर की फूलों वाली भाषा उस प्यार को दर्शाती है जो इंतजार करता है। ये आपके लिए अच्छी किस्मत लाएगा। एक गुच्छा खरीद लीजिए। उस छोटी बच्ची की आवाज फिर से आई। मैं होश में आया। अपने हाथों का ग्रोसरी का सामान नीचे रखा और अचानक मुस्कुरा दिया। मैंने हाथ बढ़ाकर धीरे से बच्ची का सिर थपथपाया। तुम्हें पता है, लेवेंडर का एक और मतलब भी होता है और वो है प्रायश्चित और उम्मीद। उस छोटी बच्ची की प्यारी मुस्कान के बदले मैंने लेवेंडर का एक गुच्छा खरीद लिया। मैं नहीं जानता था कि मैं ये शब्द कैसे जानता था, ठीक वैसे ही जैसे मैं ये नहीं जानता था कि घर वापस आते समय मेरे अंदर वो जमा हुआ दर्द कहाँ से आया था। मैं बस वहीं सुन खड़ा रहा, इस खाली खोखले अपार्टमेंट को घूरता रहा। मुझे अचानक महसूस हुआ जैसे इस घर से कुछ गायब है। सेरीना, तुमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। प्लीज कुछ खा लो, वरना जब जीजाजी जागेंगे और तुम्हें इस हाल में देखेंगे तो उनका दिल टूट जाएगा। हॉस्पिटल के बेड के पास सेरीना ने उस गर्म हाथ को मजबूती से पकड़ रखा था, भले ही मिया साइड से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें बेड पर लेटी उस आकृति पर टिकी थीं, एक पल के लिए भी वहां से नहीं हटी। डॉक्टर ने कहा कि ये सिर्फ बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से है, बाकी सब नॉर्मल है। लेकिन डॉक्टर भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो जाग क्यों नहीं रहे हैं। वो बस इसी तरह शांति से सांस लेते हुए लेटे हैं जैसे कि वो कभी नहीं जागेंगे। मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचोगी तो कम से कम लिली के बारे में तो सोचो। 3 दिनों से तुम दोनों में से किसी को नहीं देखा है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि नन्ही लिली पर क्या गुजर रही होगी? उस छोटी बच्ची ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन टीचर ने मुझे बताया। वह अकेले में चुपचाप अपने आंसू पोंछ रही है। पास ही मिस क्लेयर की सख्त आवाज गूंजी। लिली का नाम सुनकर आखिरकार सेरीना की आंखों में कुछ चमक दिखाई दी। वह तेजी से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। 3 दिनों तक 24 घंटे जागते रहने की वजह से खड़े होते समय उसका शरीर डगमगा गया। लिली, अगर वो जागे और उन्हें पता चला कि छोटी बच्ची का ये हाल है तो वो टूट जाएंगे। वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे अभी भी लिली का ख्याल रखना था। मैं घर से निकल चुका था। जब से हॉस्पिटल में जागा था मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है।
मैं हमेशा से ऐसा ही रहा था, अकेला रहने वाला इंसान। लेकिन अब मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खोखला है और कुछ गायब है, जैसे मैं कुछ भूल गया हूँ। मैं किसी चीज के लिए तड़प रहा था, पर नहीं जानता था कि वो क्या है। मुझे बस इतना पता था कि ये एहसास असहनीय था। मैं एक दिन जागा और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल का एक टुकड़ा कहीं गुम हो गया है। मेरे अंदर कुछ मुझे तलाश करने के लिए प्रेरित कर रहा था, अपने दिल के एहसास का पीछा करने और उसे खोजने के लिए, उस चीज को ढूंढने के लिए जिसकी ओर ये अनकही तड़प बढ़ रही थी। अक्टूबर के अंत की रात की ठंडी हवा चल रही थी। मैं एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर बैठा था। मैंने खुद को गर्म रखने के लिए शराब की एक बोतल खरीदी थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसका ढक्कन खोला, शराब की तेज गंध मुझे लगी और मेरा जी मिचलाने लगा। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और सहज रूप से अपनी नाक रगड़ी। मैं नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन अपने सामने रखी उस ड्रिंक को देखकर मुझे अचानक उससे घिन होने लगी। आखिरकार मैं उसे पीने की हिम्मत नहीं जुटा सका। मैंने नफरत से ढक्कन वापस लगाया और उसे एक तरफ रख दिया। तभी कहीं से आई एक आवारा बिल्ली ने मेरा ध्यान खींचा। वो कन्वीनियंस स्टोर के दरवाजे पर अपने पंजे मार रही थी और लगातार म्याऊं म्याऊं कर रही थी। रजिस्टर पर बैठी यंग महिला को शायद इसकी आदत थी। वो आराम से उठी, कुछ खाना लिया, दरवाजे पर आई, नीचे झुकी और उसे खाना खिलाया। उस आवारा बिल्ली ने उसका हाथ चाटा, खाना मुंह में दबाया और चली गई। वो महिला खड़ी हुई और बिल्ली को जाते हुए देखने लगी। उसकी आंखों में एक शांत लगाव था। अगर आप इसे पसंद करती हैं तो इसे घर ले जाकर पाल क्यों नहीं लेती? मैं खुद को रोक नहीं पाया और ऊपर देखकर उनसे पूछ लिया। वह यंग महिला ठिठक गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये अजीब सा दिखने वाला आदमी, जिसने शराब की बोतल खरीदी और फिर उसे पीने से इनकार कर दिया, अचानक बोल पड़ेगा। उसने उस तरफ देखा जहां वो बिल्ली गायब हुई थी और एक हल्की आह भरी। वो मुड़ी और मुझे समझाने लगी, मैं अभी इसका ख्याल रखने के काबिल नहीं हूँ। जब तक मैं इसकी ठीक से देखभाल न कर सकूं, मैं इसे घर नहीं ले जाऊंगी। मिस्टर, क्या आपने ये कहावत नहीं सुनी? अगर आप किसी का साथ हमेशा नहीं निभा सकते तो शुरू में ही उन्हें अपनी आदत मत डालिए, क्योंकि पहले की तुलना में वो जीव जिसे प्यार मिला और फिर छोड़ दिया गया, वो पूरी तरह मायूसी में डूब जाएगा। मैं, जिसे उसने मिस्टर कहा था, खामोश हो गया। उन शब्दों ने मेरे दिल में फिर से अचानक दर्द जगा दिया। घर छोड़े हुए मुझे ये 10वां दिन था। मुझे लगा जैसे आखिरकार मुझे पता चल गया है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। आप किसी राज को हमेशा के लिए नहीं छिपा सकते। एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में मेरे तीसरे दिन सबको पता चल गया। इंटरनेट पर तुरंत जैसे धमाका हो गया। हर तरह का मीडिया एक साथ वहां पहुंच गया। हर बड़े प्लेटफॉर्म पर जलती हुई सुर्खियां छप गईं। नेटिजन्स को यकीन नहीं हो रहा था। इतने दिनों के इंतजार के बाद जो खबर उन्हें मिली, वो इतनी दिल दहला देने वाली थी। हर कोई इसे स्वीकार करने में स्ट्रगल कर रहा था। वो आदमी जिसने अभी अभी सीन में आकर अकेले पूरे म्यूजिक वर्ल्ड को चुनौती दी थी, वो इस तरह गिर गया था। उन्हें यकीन नहीं था, लेकिन सच ने उन्हें खामोश कर दिया। ऑफिशियल न्यूज रिपोर्ट्स आ गई थी, जिन्होंने पुष्टि की कि ये घटना सच थी और घटना के कारण की भी रिपोर्ट दी। एक महिला द्वारा गहरी नफरत और रंजिश के चलते किया गया कार क्रैश। मैं अभी कोमा में था और मुझे होश नहीं आया था। हर नेटिजन का दिल चिंता से भर गया। वे सब सरीना के वेबो अकाउंट पर दौड़ पड़े, उसका हाल पूछने लगे और उसे हिम्मत देने लगे। सरीना, स्ट्रांग रहो, तुम्हें इस मुश्किल से बाहर निकलना होगा। हम सबको यकीन है कि वो ठीक हो जाएंगे। ये जानबूझकर किया गया मर्डर अटेम्प्ट है। सीरियसली, क्या उस घटिया महिला पर मर्डर अटेम्प्ट का चार्ज नहीं लगना चाहिए? जब मैंने पहली बार ये न्यूज देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब पता चला कि ये सच है तो मैं खामोश हो गया। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। इस दौरान उस आदमी ने हमें जो खुशी और इमोशन दिए हैं, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में उसकी जगह कोई और कभी नहीं ले सकता। मुझे लगा था कि मैं इंडस्ट्री के नए एरा का गवाह बनूंगा। उम्मीद नहीं थी। नेटिजन्स जितना दुखी थे, तियान एंटरटेनमेंट और बाकी सभी कंपनियां उतनी ही खुश थीं। वे मन ही मन उम्मीद कर रहे थे कि मैं इसी तरह कोमा में रहूं और कभी न जागूं। यहाँ तक कि लुगा ने भी चुपके से राहत की सांस ली। सच तो ये है कि मैंने उन पर जो प्रेशर डाला था वो बहुत ज्यादा था, किसी भी इंसान या किसी भी कंपनी द्वारा डाले गए दबाव से कहीं ज्यादा। दूसरे लोग या कंपनियां कम से कम आपसे हितों पर नेगोशिएशन तो करती थीं। मैं बिल्कुल नहीं करता था। मैं एक ऐसा अनोखा इंसान था जो किसी और के रूल से नहीं खेलता था, और ऊपर से ये शख्स असाधारण रूप से टैलेंटेड था। अक्टूबर के अंत में हवाईयन न्यू रिलीज चार्ट अवार्ड सेरेमनी तय समय के अनुसार आयोजित की गई, लेकिन लोगों की इस सेरेमनी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि इस बार बेस्ट न्यू सॉन्ग अवार्ड और बेस्ट सॉन्ग राइटर अवार्ड के विनर कभी सामने ही नहीं आए। समय सबसे बेरहम चीज है। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड एक बार फिर अपनी पुरानी लय में लौट आया। जो आदमी टूटते तारे की तरह चमका था, वो अब खामोश हो चुका था। अक्टूबर के बाद हवाएं बदल गईं। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड साल के अपने सबसे भव्य प्रोग्राम चाइना स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस का स्वागत करने वाला था। चाइना स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस एक बैटल एरिना कंपटीशन था। इसकी देखरेख पूरी तरह से हाइनेन द्वारा की जाती थी
और इसमें देश भर की एंटरटेनमेंट कंपनियों को म्यूजिक बैटल एरिना फॉर्मेट में कॉम्पीट करने के लिए इनवाइट किया जाता था। ये वो मानक भी था जिससे किसी एंटरटेनमेंट कंपनी को आंका जाता था। बिग 3 के बिग 3 होने का कारण यही था कि चाइना स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस के हर सीजन में वे हमेशा टॉप 3 जगहों पर कब्जा करते थे। प्रोग्राम के रूल्स भी बहुत सिंपल थे। कंपटीशन वेन्यू के भीतर 3 एरिना एक साथ चलते थे। पिछले सीजन के 3 एरिना चैंपियंस डिफेंडिंग कंपनियां थीं, जिनमें से प्रत्येक डिफेंस के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव सिंगर भेजती थी। कोई भी दूसरी कंपनी आगे आकर चैलेंज दे सकती थी। जीतने वाली साइड डिफेंडिंग स्पॉट पर दावा करती और 7 पॉइंट्स हासिल करती। हारने वाली साइड को 0 स्कोर मिलता। जहां तक जजिंग की बात है वो भी उतनी ही सीधी थी। पूरी प्रोसेस में केवल ऑडियंस द्वारा वोट दिए जाते थे। वहां कोई जज नहीं होता था। हाइनिन पूरे समय डेटा की निगरानी और उसे लागू करता था। जो ऑडियंस मेंबर्स वोट देना चाहते थे उन्हें अपनी असली पहचान का उपयोग करना और मिनिमम वॉच टाइम पूरा करना जरूरी था, और उन्हें वोट डालने के लिए देखते समय मैन्युअल रूप से चेक इन टास्क भी पूरे करने होते थे। इससे वोट मैनिपुलेशन की किसी भी संभावना को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। हर साल ये वो समय होता था जब सभी नेटिजन सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहते थे। सिर्फ इस साल जब भी लोग इस कंपटीशन के बारे में सोचते तो वे एक आह भरे बिना नहीं रह पाते। वे सब सोच रहे थे, अगर वो आदमी यहाँ होता तो ये कैसा नजारा होता। इस साल की चाइना स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस कैसी होगी, यह कोई नहीं जानता था। और कोई ये भी नहीं जानता था कि क्या शी एंटरटेनमेंट इस कंपटीशन में हिस्सा भी लेगा या नहीं। शहर के एक अस्पताल के अंदर चेन फोंग अकेला बेड के पास बैठा था। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था और वो मुझसे बातें कर रहा था। ओल्ड जंग, अगर तुम सच में मर्द हो तो अब जाग भी जाओ। मैंने तुम्हारी भाभी को घर भेज दिया है। पिछले कई दिनों से वो सुबह रात यहीं थी। उसका वजन बहुत कम हो गया है। छोटी लिली को अभी भी कुछ पता नहीं है। हम उससे ये बात छिपा रहे हैं, लेकिन वो बच्ची बहुत स्मार्ट है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उसे तुम्हारे दिए हुए गुड़िया को सीने से लगाए फूट फूट कर रोते देखा था। चेन फोंग लेटे हुए मुझसे बातें करता रहा। इस दौरान उसकी आवाज धीरे धीरे फटने लगी थी। शी एनिमेशन के सामान्य रूप से चलने के अलावा शी एंटरटेनमेंट पूरी तरह से बंद हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे तुम इस कंपनी की आत्मा थे। अब जब आत्मा चली गई है तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पल में हर चीज पर पॉज बटन दब गया हो। सेरेना ने किंडरगार्टन से लिली को लिया और घर लौट आई। अपार्टमेंट अभी भी वही छोटा सा स्पेस था, बस अभी उसकी आंखों में ये बिल्कुल खोखला और खाली लग रहा था। उसने लिली की आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं की। उसे डर था कि वो अपने आंसू नहीं रोक पाएगी। नन्ही लिली ने अपनी मम्मी के पैर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली। अपना सिर पीछे झुकाकर सेरेना के मुड़े हुए चेहरे को देखा। फिर उसका अपना छोटा सा सिर झुक गया और उसने अपने होंठ भींच लिए। वो जानती थी कि मम्मी दुखी है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि डैडी कहाँ चले गए हैं। वो मम्मी से बेताबी से पूछना चाहती थी कि क्या डैडी अब उन्हें नहीं चाहते, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। वो बस और भी अच्छी बनकर रह सकती थी, इस उम्मीद में कि जब डैडी किसी दिन वापस आएंगे तो वे देखेंगे कि उनकी बेटी कितनी अच्छी बच्ची रही है। सेरेना ने लिली को सुला दिया, लेकिन उसे खुद नींद का नामो निशान महसूस नहीं हुआ। वो चुपचाप बेडरूम से बाहर निकली और सोफे पर सिमटकर सुध बुध खोकर बैठ गई। इन दिनों वो घर पर कम से कम समय बिता रही थी। इससे पहले के दिनों में, यहाँ तक कि रातों में भी वो अस्पताल में ही रहती थी। वो चाहती थी कि जब मैं जागूं तो वो पहली चीज हो जिसे मैं देखूं। यही वजह थी कि मिस क्लेयर और दूसरों ने उसे जबरदस्ती वापस भेज दिया था। अंधेरे में सेरेना ने अपना शरीर सिकोड़ लिया। उसकी आंखें सूनी और खाली थीं। इन दिनों वो खुद से पूछ रही थी, अगर उसने उसे कभी वापस नहीं बुलाया होता तो क्या चीजें अलग होती। क्या उसके साथ ऐसा कभी नहीं होता। अगर वो यहाँ होता तो वो निश्चित रूप से समझ जाता कि वो अभी क्या महसूस कर रही है, लेकिन वो नहीं था। उसे कोई जवाब नहीं दे सकता था। काफी देर बाद सेरेना चुपचाप खड़ी हुई। वो मास्टर बेडरूम में वापस नहीं गई। इसके बजाय वो साइड वाले कमरे में गई। उसने साइड वाले कमरे का दरवाजा धकेला। इसे एक छोटे से स्टडी रूम में बदल दिया गया था। डेस्क पर पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट के कागज बिखरे हुए थे। सेरेना चुपचाप उसी जगह बैठ गई जहां वो हमेशा बैठता था। एक एक करके उसने डेस्क पर पड़े कागज इकट्ठा किए और उन्हें व्यवस्थित किया। ये सब होने से पहले वो हमेशा बहुत देर रात तक व्यस्त रहता था। उसने तो इसके लिए उसे डांटने की योजना भी बनाई थी, लेकिन अब वो उसे डांटने के लिए केवल उसके जागने का इंतजार कर सकती थी। उसने दराज खींची। जैसे ही सेरेना इकट्ठा किए हुए कागजों को अंदर रखने गई, उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। मुख्य दराज में पांडुलिपियों का एक मोटा ढेर उसकी नजर में आया, जो हर तरफ से संगीत के सुरों और बोलों से भरा हुआ था। घर छोड़ने के बाद ये पहली बार था जब मैं यहाँ वापस आया था। लिटिल सन अनाथालय। मैं नहीं जानता था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, लेकिन मेरे अंदर कहीं गहराई में एक तड़प थी जो मुझे यहाँ आकर देखने के लिए खींच रही थी। इस वक्त मैं वाकई किसी बिखरे हुए अजनबी जैसा दिख रहा था। मैंने कई दिनों से शेव नहीं की थी।
मेरे बाल जंगली झाड़ियों की तरह उलझे हुए थे। जब मैं अनाथालय के गेट पर खड़ा होकर अंदर देख रहा था तो गेट पर मौजूद सुरक्षा गार्ड भी मुझे ऐसे देख रहा था जैसे किसी चोर पर नजर रख रहा हो। लेकिन फिर भी मैंने उसे देख लिया। अंदर एक जोड़ा बच्चों को देख रहा था। बच्चे उस जोड़े के चारों ओर जमा हो गए थे। वे उन दो वयस्कों को अपना सबसे अच्छा, सबसे सभ्य और प्यारा रूप दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मैंने एक छोटी बच्ची को एक लॉलीपॉप, जो उसने न जाने कब से सहेज कर रखा होगा, उस जोड़े के हाथों में देते देखा। उनका हाथ थामकर उन्हें मम्मा और डैडी पुकारते देखा। देखते ही देखते अचानक मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं नहीं जानता था कि मैं यहाँ क्यों आया था, मैं ये सब देखने क्यों आया था, लेकिन ये देखकर मेरा दिल बुरी तरह दुख रहा था। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ खो दिया है, जैसे कभी मुझे भी बिल्कुल इसी तरह जीत लिया गया था। लेकिन वो इंसान कौन था? मेरी यादें एक उलझन बन गई थीं। मेरी सांसें और भी उखड़ने लगीं। मुझे लगा जैसे मैं किसी चीज को पकड़ने ही वाला हूँ, फिर भी वो बार बार छूट रही थी। मैं क्या भूल गया था? लानत है, मैं आखिर क्या भूल गया था? मैं जमीन पर बैठ गया और बेबसी में अपनी मुट्ठियां कंक्रीट पर मारने लगा। उस पल हथेलियों से खून बहने के बावजूद मुझे शायद ही कुछ महसूस हुआ। मैं बस चाहता था कि वो दर्द मेरे अंदर जमी हुई किसी चीज को हिला दे। मेरे इस पागलों जैसे व्यवहार ने जल्द ही सुरक्षा गार्डों को उनके केबिन से बाहर खींच लिया, पर मेरे प्रति हमदर्दी की वजह से नहीं। वे बस इस बात से डरे हुए थे कि मैं अंदर बच्चों को डरा दूंगा और मुझे वहां से भगाना चाहते थे। दो गार्डों द्वारा घसीटकर सड़क के कोने तक पहुंचाए जाने तक मेरा दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था। मैं बस दर्द में अपने सिर को हाथों में दबाए बैठा रहा। जैसे जैसे आंसू गिरते रहे, मैं जितना याद करने की कोशिश करता, मेरा दिमाग उतना ही उलझता और अस्त व्यस्त होता जाता। लेकिन उस पल मैं यकीन के साथ कह सकता था कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे कीमती याद भूल गया था। अचानक कोने से एक जाना पहचाना संगीत गूंजा, जिसने मुझे वहीं जमा दिया जहां मैं सिर पकड़कर बैठा था। आखिरकार मैंने ये फैसला कर ही लिया। चाहे दूसरे कुछ भी कहें, मुझे परवाह नहीं, जब तक तुम भी वैसा ही महसूस करो। दिमाग में आते संगीत के साथ साथ एक के बाद एक धुंधली सी जानी पहचानी आवाजें भी गूंजने लगीं। जेम्स रिवर्स, तुम बेवकूफ हो क्या? लो, अब हम बराबर हो गए। गाने के बिल्कुल अंत में एक छोटी सी बच्ची की कोमल आवाज मेरे पूरे दिमाग में गूंज उठी। डैडी, भूख लगी, खाना। उस पल मैं बिल्कुल स्थिर हो गया। मेरी आंखों से अभी भी बिना रुके आंसू बह रहे थे, लेकिन उसी पल सब कुछ साफ हो गया। मैंने अपने जोर जोर से धड़कते दिल पर हाथ रखा और अचानक मुस्कुरा दिया। मुझे याद आ गया। मुझे आखिरकार सब याद आ गया। सेरेना और नन्ही लिली, इस पूरी दुनिया में वे ही मेरा एकमात्र सहारा थे। 8 नवंबर रात 8 बजे शहर का स्टेडियम चाइना स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। तीनों अखाड़ों अरीनाज में यिंग हाई एंटरटेनमेंट की पहली डिफेंडिंग रिप्रेजेंटेटिव टॉप टियर आर्टिस्ट लीना थी। शांक्षी एंटरटेनमेंट ने अपनी हमेशा की रूढ़िवादी रणनीति पर कायम रहते हुए एक अनुभवी कलाकार को भेजा था। वहीं तियान एंटरटेनमेंट ने अपनी कंपनी की सबसे चर्चित सिग्नेचर आर्टिस्ट शांग रुकिंग को मैदान में उतारा था। जहां तक चैलेंजर्स की बात है, हर दूसरी एंटरटेनमेंट कंपनी ने भी अपने वर्तमान लोकप्रिय कलाकारों को भेजा था, भले ही वे जानते थे कि वे बिग 3 उन 3 अडिग पहाड़ों को नहीं गिरा सकते। हारने का मतलब भी एक्सपोजर बढ़ना था, तो क्यों न कोशिश की जाए। लगातार 3 मुकाबले हुए। कलाकारों की व्यक्तिगत ताकत हो या गीत लेखन, बिग 3 ने दुनिया को अपना दबदबा दिखाया। तीनों चुनौतियां हार में समाप्त हुईं। डिफेंडिंग चैंपियंस ने सफलतापूर्वक अपना मैदान संभाले रखा। वेन्यू पर काफी हलचल थी, लेकिन ऑनलाइन चर्चा पिछले सीजन की तुलना में बहुत कम थी। सब इसलिए क्योंकि नेटिजन्स को अचानक एहसास हुआ कि वे अब इन गानों से जुड़ नहीं पा रहे थे। वे गाने बुरे नहीं थे, लेकिन वे दिल को छू भी नहीं रहे थे। मेरे संगीत ने उनके कान बिगाड़ दिए थे। अब इन गानों को सुनना नीरस और बेस्वाद लग रहा था। नेटिजन्स को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दुनिया से सारी खुशी ही खत्म हो गई हो। अचानक होस्ट की आवाज स्क्रीन के जरिए सबके कानों में पहुंची। अगला, कृपया चुनौती देने के लिए शी एंटरटेनमेंट की सेरेना का मंच पर स्वागत करें। उस पल नेटिजन्स को अपने कानों पर शक हुआ। क्या सेरेना? वे बस एक पल के लिए रुके, फिर जल्दी से अपने फोन उठाए और स्क्रीन की ओर देखा। वो वाकई सेरेना थी। सेरेना एक लंबे काले गाउन में, पीला चेहरा, आंखों में दुख की एक झलक लिए बैकस्टेज से धीरे धीरे मंच पर आई। वो आज तियान एंटरटेनमेंट को चुनौती दे रही थी। मिस क्लेयर और मिया ने चिंता भरी नजरों से सेरेना को मंच की ओर जाते देखा। उनमें से कोई नहीं समझ पा रहा था कि उसने अचानक अपना मन कैसे बदल लिया। ऐसा लगा जैसे उस एक रात के बाद जब सेरेना घर आई थी, अगले दिन वो पूरी तरह से एक अलग इंसान बन गई थी। वे अब सामने खड़ी सेरेना में मेरी एक झलक भी देख पा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि सेरेना अचानक कंपनी में वापस क्यों आई थी, या उसने खुद से ये घोषणा क्यों की थी कि कंपनी चाइना स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस में भाग लेगी। सिर्फ सेरेना खुद जानती थी। वो अब मंच पर खड़ी नीचे दर्शकों की ओर देख रही थी। लाइट्स मद्धम हो गईं।
बैकग्राउंड म्यूजिक धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके पीछे बड़ी स्क्रीन पर एक नाम उभरा जिसने लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। शी। ओ मेरे भगवान, शी वापस आ गया है। भाइयों, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। मुझे एक पल के लिए रो लेने दो। बोल, रचना, अरेंजमेंट सब कुछ शी का है। क्या हम वो जुमला कह सकते हैं? शी सिर्फ बेहतरीन चीजें ही बनाता है। शी यहाँ है, बिल्कुल पहले की तरह। सेरेना शांति से मंच पर खड़ी थी। संगीत शुरू हुआ। संगीत धीरे धीरे बढ़ने लगा। संगीत के साथ ही एक अकेला आंसू उसके गाल से नीचे ढलका। जिसने भी ये देखा उसे अपने दिल में एक अनचाही जकड़न महसूस हुई। अगले ही पल सेरेना ने धीरे से अपना मुंह खोला। उसकी अलौकिक आवाज हर किसी के कानों तक पहुंची और उस क्षण में हर दिल टूटने की कगार पर पहुंच गया। वो साफ शुद्ध आवाज झरने के पानी की एक अंजलि की तरह नेटिजन्स के दिलों में उतरी और बूंदों में बिखर गई। सिर्फ 2 लाइनों के बोल में ही हर कोई मेरे प्यार की गहराई महसूस कर सकता था। मैं रो रहा हूँ। यह जेम्स रिवर्स ने सेरेना के लिए लिखा था, है ना? जरूर वही होगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। वह उससे कितनी गहराई से प्यार करता होगा जो इस तरह स्वर्ग से प्रार्थना कर रहा है। प्यार में कड़वाहट भी है और मिठास भी। सेरेना गाती रही, जो तुमसे इतना प्यार करता है, ऊपर वाला उसे इस तरह सोए रहने की अनुमति नहीं देगा। मंच पर सेरेना ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी मर्जी के बिना आंसुओं की 2 धाराएं उसके गालों पर लुढ़क गईं। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, पर वो नहीं कर सकी। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि मैं उस पूरे समय किस काम में व्यस्त था। गाना जारी रहा। उसकी आवाज में बेबसी और दर्द ने लोगों को अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींचने पर मजबूर कर दिया। मंच पर सेरेना ने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया। उसके होंठ शिकायत में भिजे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस गाने का इस्तेमाल उसे ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि डरो मत, कि अगर एक दिन मैं उसके साथ न भी रहूं तो मैं स्वर्ग से उसकी देखभाल करने के लिए कहूंगा। लेकिन वो मुझे बताना चाहती थी कि वो हमेशा जो चाहेगी वो मैं ही हूँ, यहीं उसके पास। उसके लिए स्वर्ग किस काम का? वो उसे नहीं चाहती थी। दुख की एक झलक और बेबसी के एहसास के साथ संगीत फिर से दर्शकों के कानों में गूंजा। मंच के पीछे बड़ी स्क्रीन पर संगीत के साथ तालमेल बिठाते हुए मैकेनिकल सबटाइटल्स एक एक करके दिखाई देने लगे। अलास्का की प्रसिद्ध खाड़ी। समुद्री पानी के घनत्व डेंसिटी में अंतर के कारण पानी 2 रंगों, पीले और नीले रंग का हो जाता है, जो आपस में मिलने से इनकार कर देते हैं। ये एहसास उन 2 लोगों की तरह है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, भले ही वे एक दूसरे की पहुंच के भीतर हों, पर साथ रहने का कोई रास्ता नहीं है। तो गल्फ ऑफ अलास्का। गल्फ ऑफ अलास्का का मतलब ये है। दर्शक दांत भींचकर मंच पर सेरेना को देख रहे थे। उनकी आंखें दुख से भरी थीं। अचानक उनमें ये प्रबल इच्छा जागी कि अस्पताल में घुसकर मुझे जबरदस्ती काट कर जगा दें। तुम्हारी औरत का दिल इस तरह टूट रहा है और तुम अभी भी वहां सो रहे हो। जाग जाओ, तुम्हें सोने की इजाजत नहीं है। इस गाने ने दर्शकों को एक सामूहिक इमोशनल ब्रेकडाउन में डाल दिया। ये बहुत ही विनाशकारी था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके पास कहने के लिए 1000 बातें थीं, पर कहने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी वो हल्का और कोमल दुख भरा गाना जारी रहा। इसने उनके दिलों पर एक शांत निशान छोड़ दिया। शहर में वापस शी एंटरटेनमेंट के भीतर चेंग पहले ही फूट फूट कर रो रही थी। आंसुओं का सैलाब बह रहा था। एंजेला उसके बगल में बैठी थी और उसे सांत्वना देने के लिए उसकी पीठ थपथपा रही थी। एंजेला ने अपनी आंखें उठाईं और स्क्रीन पर उस महिला को इतनी भावनाओं के साथ गाते हुए देखा और अपने दिल में एक शांत आह भरे बिना नहीं रह सकी। जब वो पहली बार सेरेना से मिली थी तो उसने केवल यही सोचा था कि ये व्यक्ति सौम्य है और उसकी आवाज खूबसूरत है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसे महसूस होने लगा कि सेरेना में अपनी इच्छा शक्ति की कमी नहीं थी। बस वो हमेशा लोगों को एक सजावटी व्यक्तित्व, डेकोरेटिव फिगर का आभास देती थी, जैसे पर्दे के पीछे सारा भारी काम मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन अभी 2 दिन पहले जब सेरेना कंपनी में वापस आई और शांत कुशलता के साथ सब कुछ व्यवस्थित किया, तब उसे एहसास हुआ कि वो गलत थी। ऐसा नहीं था कि सेरेना में इच्छा शक्ति की कमी थी। बात ये थी कि मैं हमेशा वहाँ मौजूद था। सेरेना को अपनी इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, या शायद अधिक सटीक रूप से कहें तो सेरेना ने हमेशा अपनी ताकत छिपाई थी और स्वेच्छा से मेरे पीछे खड़े रहने वाली महिला बनना चुना था। एक प्रतिष्ठित परिवार में पली बढ़ी एंजेला स्वाभाविक रूप से सेरेना के इस तरह के चरित्र को नहीं समझती थी। वो नहीं कर सकती थी जो सेरेना ने किया था। शायद केवल वही व्यक्ति जो खुद भी एक अनाथ रहा हो, मेरे जैसा कोई, उसे वास्तव में समझ सकता था। और नेटिजन्स या शी एंटरटेनमेंट के विपरीत तियानवे एंटरटेनमेंट इस समय सामूहिक रूप से अवाक था। वे टेलीविजन स्क्रीन को देख रहे थे, सेरेना की आवाज सुन रहे थे और एक दूसरे को घूर रहे थे। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि जेम्स रिवर्स के कोमा में होने के बावजूद वो अभी भी चीजों को हिलाने डुलाने में कैसे सक्षम है। हेड सीट पर बैठेली गांव के चेहरे की मुस्कान उसी पल जम गई जब सेरेना मंच पर आई। सेरेना का वहां दिखना और तुरंत तियानवे एंटरटेनमेंट के अखाड़े को चुनौती देना, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट था।
वो यहाँ तियानवे एंटरटेनमेंट को मंच से नीचे गिराने के लिए आई थी। चेयरमैन लू, ऑनलाइन मोमेंटम को देखें। शांग रूचिंग के खिलाफ ये मैच थोड़ा अनिश्चित लग रहा है। बोर्ड के सदस्यों में से एक अब और शांत नहीं बैठ सका। अपने सामने स्क्रीन पर डेटा को देखते हुए उसने बेचैनी से अपना मुंह खोला। लू गाओ इस बारे में पूरी तरह शांत थे। उन्होंने खारिज करने वाले अंदाज में हाथ हिलाया और कहा, इसमें घबराने वाली क्या बात है? हमने पहले ही 1 पॉइंट स्कोर कर लिया है। अगर हम ये मैच हार भी जाते हैं तो भी ये केवल एक टाई होगा। हम इसे अगले मैच में वापस ले सकते हैं। मैं वास्तव में ये जानना चाहता हूँ कि क्या जेम्स रिवर्स जाग गया है। जेम्स रिवर्स के बिना सेरेना अकेली थी। लू गाओ बिल्कुल नहीं डरे थे, लेकिन जेम्स रिवर्स, वो विसंगति, एनोमली, मैं मानूंगा कि मैं अभी भी थोड़ा असहज हूँ। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वो लड़का एक सामान्य इंसान नहीं है। लू गाओ ने नीचे एक मैनेजर से पूछा, जिसने तुरंत जवाब दिया, लेटेस्ट खबर ये है कि वो अभी भी नहीं जागा है। अस्पताल ने भी पुष्टि की है कि वे भी नहीं जानते कि जेम्स रिवर्स को कभी होश आएगा या नहीं। अच्छा है, कितनी शर्म की बात है कि जेम्स रिवर्स ने सेरेना के लिए इतने गाने छोड़ दिए। भले ही हम ये राउंड हार जाएं, अगली बार मैं विल के साथ एक रैप ट्रैक निकालूंगा। देखते हैं वे उसे कैसे संभालते हैं। बाकी सब चाहे जो भी प्रतिक्रिया दे रहे हों, सिटी स्टेडियम में दर्शक इस समय से पहले ही इमोशनल मोड में चले गए थे। अलास्का की खाड़ी ने सभी को खामोश कर दिया था। वे केवल अपनी आंखें बंद कर सकते थे और इस शुद्ध हृदय विदारक एहसास को शांति से महसूस कर सकते थे। और हाइनिन की आधिकारिक लाइव स्ट्रीम में आखिरी कमेंट पूरे 1 मिनट तक जमा रहा। जो लोग वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं, वे हमेशा एक साथ अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, जब तक कि प्यार पर्याप्त गहरा न हो या जब तक उन्हें जीवन और मृत्यु अलग न कर दे। उसके बाद, उस कमेंट के बाद किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वे बस खामोशी से उस गाने को सुनते रहे। आखिरी हिस्से के लिए कोई संगीत नहीं था। सेरेना की शांत और कोमल गुनगुनाहट उसके साथ चल रही थी। लाइटें धीरे धीरे मध्यम होती गईं। गाना अंधेरे में खत्म हुआ। सेरेना ने नीचे मौजूद दर्शकों के सामने झुककर गहरा सम्मान प्रकट किया। जब लाइटें वापस जलीं तो वो मंच पर नहीं थी, लेकिन दर्शकों को शायद पता था कि वो कहाँ गई है। वहाँ कोई शोर शराबा नहीं हुआ। इसके बजाय हर कोई एक समझदारी भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। एक तरफा प्यार इसलिए था क्योंकि वो व्यक्ति वहाँ नहीं था, लेकिन अगर वो व्यक्ति वापस आ जाए तो वो सबसे खूबसूरत अंत होगा। अब मंच का समय शांग रूकिंग की परफॉर्मेंस के लिए था, लेकिन वो भी जानती थी कि वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों न गा ले, वो आज की रात के उस गमगीन मिजाज को नहीं बदल सकती थी। सेरेना ने सफलतापूर्वक सभी को इस माहौल में खींच लिया था। ये वह मुकाम था जहां पहुंचने का सपना हर गायक देखता है। यह एक महान गीत द्वारा गायक को दी गई अनोखी शक्ति भी थी। वो गीत और गायक दोनों ही स्तरों पर हार चुकी थी। उसमें अभी तक उस तरह की साझा भावना पैदा करने की क्षमता नहीं थी। आसमान में सितारे बिखरे हुए थे। रात की ठंडी हवा चल रही थी। पहाड़ के एक रास्ते पर मैं साधारण कपड़ों में सहज गति से लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा था। भले ही मेरा चेहरा पहचान में न आने की हद तक थका हुआ था, लेकिन मेरी उन आंखों में एक साफ चमकती हुई रोशनी टिमटिमा रही थी। पिछले 2 दिनों में मैंने अपनी दुनिया की आखिरी चीज भी विभिन्न अनाथालयों को दान कर दी थी। अब मुझे यहाँ रोकने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैं इस दुनिया में अकेला आया था और अकेला ही जाऊंगा। इस दुनिया में मेरा बंधन दूसरी दुनिया में था। आखिरकार मैं इस छोटे से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। मेरी आंखों की चमक और तेज होती गई। मैंने तारों भरे आसमान की ओर देखा और लगा जैसे मैं दूसरी तरफ देख पा रहा हूँ। मेरे कदम शांत और दृढ़ता से आगे बढ़े और उसी पल मेरे कान में एक आवाज गूंजी। वो आवाज कन्वीनियंस स्टोर वाली उस लड़की जैसी लग रही थी, और फिर भी ये उस लॉलीपॉप वाली छोटी बच्ची की तरह भी लग रही थी। क्या आपने अपना फैसला कर लिया है? वो आवाज हवा में सवार होकर सीधे मेरे कानों में उतरी। मैं मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो शुद्ध और असीमित खुशी से भरी थी। मैंने जवाब में गहराई और दृढ़ता से सिर हिलाया। मेरे पैर आगे बढ़ते रहे। मेरे सामने हजारों फीट गहरी खाई थी। मैं बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया था, लेकिन तभी अचानक मैं ठिठक गया। रुको, उस घटिया आदमी का क्या? चलते रहो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक अचानक और जोरदार किक ने मुझे हवा में उछाल दिया, लेकिन हवा के शोर के बीच मैंने ऊपर से आती एक आवाज साफ सुनी। तुमने उसे पहले ही घटिया कह दिया है, तो अब उसमें बचाने लायक कुछ बचा नहीं है। वैसे भी दुनिया में कौन खुद को इस तरह कोसता है? हवा मेरे कानों के पास चीख रही थी। उस पल सब कुछ अचानक मेरे लिए साफ हो गया। दोनों दुनिया, वे हमेशा एक ही व्यक्ति थे, बस मेरी अपनी चेतना का एक दूसरा पक्ष। क्या कमाल का कमीनापन है। मैं जोर से हंस पड़ा, पहले से कहीं ज्यादा खुश। मैं एक टूटते तारे की तरह नीचे गिरा और अगले ही सेकंड में सब कुछ अंधेरा हो गया। डांगचांग पीपल्स हॉस्पिटल। सेरेना थककर चूर होकर वापस अस्पताल पहुंची थी। आधी रात का वक्त था,
पर इस बार उसने किसी की नहीं सुनी, न यूनजियर की और न ही निया की। वो सीधे अस्पताल चली आई। उस गाने को पूरा करने के बाद उसके दिल और दिमाग में बस मेरे ही ख्याल थे। इस पूरी दुनिया में कोई भी उसे उस तरह नहीं समझता था जैसे मैं समझता था। हम एक दूसरे के लिए ही बने थे। किस्मत के बारे में वो पुरानी कहावत है, न क्या ये ईश्वर ही नहीं है जो सबसे बेहतरीन इंतजाम करता है। मेरे हॉस्पिटल रूम के अंदर चेन फोंग अभी भी मुझ पर नजर रखे हुए था। इस दौरान ज्यादातर समय सेरेना ही मेरे पास अकेले रुकती थी, और जब सेरेना नहीं होती थी तो सिर्फ चेन फोंग को ही यहाँ रुकने का पूरा हक था। इस वक्त चेन फोंग ने अभी अभी सेरेना की परफॉर्मेंस देखी थी और उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने फिर से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बड़बड़ाने लगा, हे जेम्स, जेम्स सुन उसे, उसका दिल कितना बुरी तरह टूटा है। आखिर तू कब तक सोते रहने का इरादा रखता है। लेकिन अगले ही पल चेन फोंग ठिठक गया। उसने यांत्रिक रूप से नीचे देखा, उस हाथ को घूरते हुए जिसे उसने थाम रखा था। वो कसम खा सकता था कि उसने अभी अभी एक उंगली में हरकत महसूस की थी। हे भगवान जेम्स, क्या तू जाग गया है? चेन फोंग हकलाया। उसकी आंखें मेरी आंखों पर टिकी थीं, लेकिन मैंने अभी भी आंखें नहीं खोली थीं। चेन फोंग वहां सुन्न खड़ा रहा, मेरे चेहरे को देखता रहा। उसने उन सब बातों के बारे में सोचा जो उसने अभी अभी कही थी, फिर एक बार कोशिश की। हे जेम्स, उसका दिल टूट गया है। उसके हाथ में मौजूद उंगलियां फिर से फड़की। चेन फोंग झटके से खड़ा हो गया। उसने दंग होकर अविश्वास के साथ मुझे देखा। अब मेरी पलकें भी फड़फड़ा रही थीं। तू पागल है? अगर मरना नहीं चाहता तो मुझे फिर से गाली दे ताकि मैं सुन सकूं। मेरी पलकें शीशे की तरह भारी महसूस हो रही थीं। मैंने उन्हें खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। मेरी चेतना ने अभी अभी अपने पैर जमाए ही थे कि मैंने उस बेवकूफ चेन फोंग को खुद को पागलों की तरह कोसते हुए सुना। वो फटी हुई भारी आवाज सुनकर और मेरी आंखें खुलते देख चेन फोंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे स्वर्ग से आई खुशी की लहर ने उसे भिगो दिया हो, जैसे तपती गर्मी के दिन बर्फ जैसी ठंडी कोक की बोतल गटक ली हो, वैसी ही गहरी रूह तक पहुंचने वाली राहत। डॉक्टर, डॉक्टर, ये जाग गया। मैंने इसे गाली देकर जगा दिया। चेन फोंग ने कुछ और नहीं सोचा। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चिल्लाया। डॉक्टर अभी अस्पताल पहुंचे ही थे कि गलियारे में 3 आकृतियां अचानक अपनी जगह पर जम गईं। सेरेना मुड़ी, उसके होंठ थोड़े खुले रह गए और उसकी बादामी आंखों से आंसू पहले ही ढलकने लगे थे। चेन फोंग को जब कोई डॉक्टर नजर नहीं आया तो उसने सेरेना के चेहरे के भाव देखे और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। हे, मैंने जेम्स को गाली देकर जगा दिया। सेरेना ने अपने हाथ मुंह पर रख लिए। उसका चेहरा शुद्ध अविश्वास से भर गया। मिस क्लेयर की नाक में जलन महसूस हुई और वो खुद भी रोने रोने को हो गईं। सेरेना पहले से ही लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर दौड़ रही थी। उसने अंदर झांका। हमारी आंखें मिली और उसका स्वागत साफ चमकदार आंखों की एक जोड़ी ने किया। सेरेना ने अपना मुंह खोला, पर उसे कहने के लिए एक शब्द भी नहीं मिला। तब तक मैंने खुद को बैठने के लिए मजबूर कर लिया था और मैं बेड पर सीधा बैठा था। मैंने ऊपर उसकी तरफ देखा, दरवाजे पर खड़ी उस आकृति को देखा, वो जाना पहचाना चेहरा जिसे देखने के लिए मैं तरस रहा था। मैं मुस्कुराया। मेरी आवाज अभी भी थोड़ी फटी हुई थी। मैं वापस आ गया हूँ। उन शब्दों का असली मतलब और कोई नहीं समझ सकता था, सिर्फ सरीना समझती थी। पल भर में उसके होंठ कांपने लगे और उसी क्षण उसकी आंखों की गहराई से आंसू बह निकले। दरवाजे पर एक आकृति खड़ी थी, वही जाना पहचाना चेहरा जिसे देखने के लिए मैं तरस रहा था। मैं मुस्कुराया। मेरी आवाज अभी भी थोड़ी भारी थी। मैं वापस आ गया हूँ। कोई और नहीं समझ सकता था कि उन शब्दों का असल मतलब क्या था, सिर्फ सेरेना समझती थी। पल भर में ही उसके होंठ कांपने लगे और उसी क्षण उसकी आंखों की गहराइयों से आंसू बह निकले। जो खो गया था उसे वापस पाने की खुशी अब छिप नहीं सकती थी। सबके सामने उसने खुद को मेरी बाहों में डाल दिया। जेम्स, तुम बड़े बुद्धू हो। उसकी आवाज बहुत कोमल और बेबस थी, जो पूरी तरह से दयनीय लग रही थी। मैं बस उसे कसकर पकड़ सकता था। उसकी गर्माहट मुझ में समाई हुई थी और मैं धीरे से उसकी पीठ थपथपा रहा था। वो एक छोटा सा वाक्य, जेम्स तुम बड़े बुद्धू हो, 1000 शब्दों से कहीं ज्यादा कह गया था। ठीक है, अब और मत रो। मैं वापस आ गया हूँ। मैं फिर कभी गायब नहीं होऊंगा। हे, यहाँ क्या हो रहा है? मरीज अभी अभी जागा है। हमें अभी कुछ जांच करनी है। कृपया रास्ता दें। दुर्भाग्य से हमारा वो भावुक पल ज्यादा देर नहीं चला। डॉक्टर, जो खबर मिलते ही भागकर आए थे, उन्होंने हम दोनों को अलग कर दिया। इसके बाद बिना किसी बकवास के तेजी से मेडिकल प्रक्रियाओं का दौर शुरू हुआ। परीक्षणों के पूरे सेट के बाद परिणामों में खून की कमी के कारण कुपोषण के अलावा और कुछ भी गलत नहीं निकला। इसके अलावा और कोई असामान्य लक्षण नहीं थे।
मैं बिना किसी स्पष्ट कारण के कोमा में चला गया था और उतनी ही रहस्यमय तरीके से जाग गया था, जिससे डॉक्टर पूरी तरह हैरान थे। अंत में वे बस इतना ही कह सके, निगरानी के लिए 2 दिन और रुकें। हालांकि मुझे पता था कि मैं ठीक हूँ और रुकने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं सबकी जिद के आगे झुक गया। अंत में मैं 1 और दिन रुकने के लिए सहमत हो गया। यूनिया और मिया चेनफिंग के साथ अस्पताल से चले गए और वो जगह सिर्फ हम दोनों के लिए छोड़ दी। लेकिन जब वे बाहर जा रहे थे तो मैं कमरे के अंदर से सुन सकता था। चेनफिंग गलियारे में उन दोनों को बड़ी बड़ी बातें बता रहा था कि कैसे उसने निजी तौर पर मुझे कोस कोस कर होश में वापस लाया है। मैं अवाक रह गया। अब तक आधी रात से काफी ऊपर हो चुका था। ऑनलाइन अभी तक किसी को नहीं पता था कि मैं जाग गया हूँ। वे सब अभी भी पूरी तरह अलास्का बे में खोए हुए थे। उस गाने से खुद को दूर करने में असमर्थ बिना किसी सवाल के सेरेना जीत हासिल करने वाली पहली चैलेंजर बन गई थी और पोएटिक एंटरटेनमेंट ने स्टेज पर अपनी जगह सफलतापूर्वक बना ली थी। लेकिन कुछ ही देर में तियान एंटरटेनमेंट ने जवाबी हमला किया। उनके ऑफिशियल वेबो अकाउंट ने एक इमेज के साथ स्टेटस अपडेट पोस्ट किया जिसका कैप्शन था, सब कुछ जो हमारा है हम वो सब वापस ले लेंगे। उस इमेज में रैप के सबसे मशहूर नामों में से एक रैप पावर हाउस विल दुनिया भर में जाने जाने वाले एक जेस्चर को दिखा रहा था, जिसका कैप्शन था, शायद मैं तुमसे बेहतर गाना न गा पाऊं, लेकिन जब बात रैप की आती है तो तुम मुझे छू भी नहीं सकते। पुराने दिनों में विल लास्ट मिनट प्रोटैगनिस्ट नाम के एक ट्रैक के साथ वायरल हुआ था, जिसने इंटरनेट के हर कोने में धूम मचा दी थी और उसने चाइना के न्यू रैप की ग्रैंड चैंपियनशिप जीती थी। लेकिन नेटिजन्स इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। जैसे ही वो पोस्ट लाइव हुई, इंटरनेट पर हंगामा मच गया। क्या तुम सीरियस हो? कब से सबको लगने लगा है कि वे इस तरह का स्टंट कर सकते हैं? क्या अब सिर्फ ऊंची आवाज होने के बारे में है? ऊपर वाले को साफ तौर पर अंदाजा भी नहीं है कि रैप आखिर है क्या। रैप की बहुत सारी स्टाइल्स होती हैं। मुझे निजी तौर पर विल पसंद है, कुछ लोगों को बस समझ नहीं आता। अगर आपको नहीं पता तो बात मत कीजिए। आप नफरत फैलाने वाले लोग। क्या आपने कभी गंभीरता से लास्ट मिनट प्रोटैगनिस्ट सुना भी है? अगर आप इतने ही महान हैं तो जाकर अपना गाना खुद लिखिए, खुद एक लिखकर दिखाइए। सीरियसली लास्ट मिनट प्रोटैगनिस्ट को सुना भी है? अगर तुम इतने ही ग्रेट हो तो जाओ और अपना खुद का गाना लिखो, खुद एक लिख कर देखो। लेकिन एक बात अनडिनाइबल थी, विल के रिंग में कदम रखने के साथ ही प्रेशर अब पूरी तरह से पोएटिक एंटरटेनमेंट पर शिफ्ट हो गया था। जैसे जैसे निसोनेंस डिबेट करते रहे, बातचीत हर डायरेक्शन में भटकने लगी, लेकिन फिर भी हर कोई जेन्युइनली एक्साइटेड था। आखिर रैप उस तरह का म्यूजिक जो आपका खून खौला देता है, उसे हमेशा से मासेस ने बहुत प्यार दिया है। बस बात ये थी कि जब भी कोई मेरे अभी तक अनकॉन्शियस होने के बारे में सोचता तो एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो जाती। उन सबको लग रहा था कि पोएटिक एंटरटेनमेंट इस बार रियल ट्रबल में हो सकता है। जब अपोनेंट उन पर रैप के साथ हमला करे तो आप लव बैल्ट के साथ पलटवार नहीं कर सकते थे। वे एक ही कैटेगरी में भी नहीं थे। तुलना करने का कोई रियल बेसिस नहीं था। रैप भीड़ को हाइप करने में कहीं ज्यादा बेहतर था, चाहे परफॉर्म कितना भी अच्छा किया गया हो। अगर पोएटिक एंटरटेनमेंट अपने खुद के रैप के साथ स्टेज नहीं संभाल पाता तो वे शुरुआत से ही डिसएडवांटेज पर थे। और जब ऐसा होता तो ऑनलाइन क्रिटिसिज्म और रूमर्स रिलेंटलेस होते। जहां तक इंटरनेट पर उठते इस तूफान की बात है, मैं जो अभी अभी उस हॉस्पिटल में जागा था, मुझे इस बारे में एब्सोल्युटली कोई आइडिया नहीं था। हम में से कोई भी नहीं सोया। इसके बजाय हम कमरे की उस शांति में लेटे रहे और एक दूसरे के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। इस एक्सीडेंट ने अनडिनाइबली हमारे दिलों को पहले से कहीं ज्यादा करीब ला दिया था। अंधेरे में सेरीना की आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। उसे अपनी कोमल गर्माहट फिर से मिल गई थी, हालांकि अब उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग भी जुड़ा हुआ था। उसके शब्दों के जरिए मैं उसमें आए बदलाव को महसूस कर पा रहा था। वहां उस पिच ब्लैक हॉस्पिटल रूम में मेरी स्माइल रेडिएंट थी। हमने सुबह के शुरुआती घंटों तक बातें की और उसके बाद ही मैं अपने हॉस्पिटल बेड पर और सेरीना मेरे बगल वाले कॉट पर शांति से सो गए। भले ही सेरीना इतनी देर से सोने गई थी, जैसे ही आसमान हल्का सा उजाला हुआ वो अपनी आदत के कारण जाग गई। इस पूरे मुश्किल वक्त के दौरान उसके साथ ऐसा ही रहा था, इसलिए जैसा कि वो हमेशा सबसे पहले करती थी, वो मेरे बेड साइड पर आई। मैं वहां शांति से सांस ले रहा था, उतनी ही खामोशी से सो रहा था जैसा कि मैं उन पिछले दिनों में सोया था। सेरीना को अचानक घबराहट महसूस हुई। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से मेरे चेहरे को छुआ। जल्दी है, ये बंद करो, मैंने कहा। एक बड़े हाथ ने उसके छोटे हाथ को थाम लिया। उसकी गर्माहट ने उसे फिर से रिलैक्स कर दिया। मैंने अपनी डार्क आंखें खोली। हनी, मैं घर जाना चाहता हूँ। लेकिन डॉक्टर, मैं ठीक हूँ। मुझे अपनी बॉडी के बारे में पता है। मैं लिली को मिस कर रहा हूँ, मैंने सेरीना को बीच में ही टोक दिया। मैं डेस्परेटली उसी वक्त घर जाना चाहता था। उस छोटी बच्ची ने मुझे इतने समय से नहीं देखा था। वो पक्का हार्ट ब्रोकन होगी। ये सुनकर सेरीना एक पल के लिए शांत हो गई और उसकी जिद थोड़ी कम हुई, लेकिन वो फिर भी इस बात पर अड़ी रही कि एग्री करने से पहले डॉक्टर आकर मेरी कंडीशन कंफर्म करे।
डॉक्टर, अभी भी उबासी लेते हुए डॉक्टर को जल्दी से समन किया गया। चेक्स के एक और राउंड के बाद रिजल्ट्स पहले जैसे ही थे, बस थोड़ा सा माइल्ड मॉलन्यूट्रिशन, घर पर थोड़े आराम और प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ मैं किसी भी और की तरह नॉर्मल हो जाऊंगा। उस वर्डिक्ट ने आखिरकार सेरेना को अपनी आखिरी चिंता छोड़ देने की परमिशन दे दी और मुझे मेरी विश मिल गई। मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। सुबह की हल्की चमक में बाहर निकलते हुए मैंने अपने घर का दरवाजा खोला, एक ऐसा दरवाजा जिसे मैंने न जाने कितने समय से नहीं खोला था। मैंने अपने सामने के सभी फैमिलियर नजारों को देखा और मेरे सीने में एक शांत गर्माहट फैल गई। उनके यहाँ होने से ये सच में घर था। मैं सावधानी से दबे पांव बेडरूम में गया। नन्ही लिली कंबलों में सिमटी हुई थी और उसका गोल सा छोटा चेहरा बाहर झांक रहा था। वो नहीं जानती थी कि वो क्या सपना देख रही थी, लेकिन उसका छोटा सा मुंह चिढ़ा हुआ सा था और इसने मेरे दिल को छू लिया। मैं बेडसाइड के पास आया, नीचे झुका और धीरे से उसके गाल से अपना गाल सटाया। फिर मैंने उस छोटी बच्ची के चेहरे पर एक फर्म किस किया। तब जाकर मेरे सीने का दर्द थोड़ा कम हुआ। गहरी नींद में सोई हुई नन्ही लिली मेरी मूवमेंट से जाग गई। उसने अपनी बड़ी धुंधली आंखें खोली और मुझे ब्लैंकली घूरने लगी, बिल्कुल वहीं, सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर। अगले ही सेकंड उसने पहचान लिया कि उसके सामने कौन था। छोटी बच्ची की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने कोई आवाज नहीं की, कोई नखरा नहीं किया, बस खामोशी से रोते हुए सीधे मुझे देखती रही। एक पल में मेरे दिल में कड़वे मीठे दर्द की एक लहर उठी जो मुझ पर बार बार हावी हो रही थी। लिली, ये डैडी हैं। डैडी वापस आ गए हैं। अपने खुद के आंसुओं को रोकते हुए मैं आगे झुका और नन्ही लिली को अपनी बाहों में उठा लिया। इससे पहले कि मैं उन्हें रोक पाता, मेरे अपने आंसू गिर पड़े। मेरे पीछे दरवाजे पर खड़ी सेरेना पहले ही पूरी तरह टूट चुकी थी। नन्ही लिली ने अभी भी एक शब्द नहीं कहा। उसने बस अपनी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर कस लीं और छोड़ने से मना कर दिया। लिली, डैडी को देखो, डैडी यही हैं। मैंने उस छोटी बच्ची को अपने पास रखा, उसे तब तक ऊपर उठाया जब तक हम आमने सामने नहीं हो गए। उसकी आंसुओं से भरी आंखों में देखते हुए मेरी आवाज गर्म और कोमल थी। मैं उसके छोटे से दिल के हर डर को दूर करना चाहता था। डैडी, सॉरी। लिली और मम्मी दोनों बहुत अच्छे थे। प्लीज हमें फिर से छोड़कर मत जाना, ठीक है? छोटी बच्ची आखिरकार अपने रोने के बीच बोली। वे शब्द उसकी कोमल बचकानी आवाज में निकले और इसने मेरे सीने में एक तेज दर्द पैदा कर दिया। मैं बस अपनी सबसे कोमल आवाज में उससे बात कर सका, उससे एक वादा करते हुए। ये डैडी की गलती थी। डैडी वादा करते हैं कि वो फिर कभी गायब नहीं होंगे जब तक तुम डैडी की बाहों में हो। लिली, अगर तुम रोना चाहती हो तो तुम जितना चाहो उतना जोर से रो सकती हो। तुम्हें जो करना है करो, डैडी तुमसे कभी नहीं थकेंगे। छोटी बच्ची का नन्हा हाथ अभी भी मेरी शर्ट को कसकर पकड़े हुए था। मेरी कोमल आवाज सुनकर उसने अपने छोटे से चेहरे से आंसू पोंछे और मेरी ओर देखा। सीरियस आंखों से मेरे चेहरे के भावों को देखा। अगले ही सेकंड रोना फूट पड़ा। वो अब इसे और नहीं रोक सकी। दोनों छोटी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर कस लीं और वो अपने पूरे फेफड़ों की ताकत से चिल्लाकर रोने लगी। ये उसका अब तक का सबसे ज्यादा रोना था और वो सबसे फ्रीली रो रही थी, जैसे उसने खुद को पहले कभी नहीं छोड़ा हो। मेरा दिल और भी ज्यादा दुख रहा था और फिर भी उसी समय ऐसा महसूस हुआ जैसे एक लंबे समय से थामी हुई सांस आखिरकार रिलीज हो गई हो। एक बोझ जिसे मैं जानता भी नहीं था कि मैं उठा रहा हूँ वो हट गया। हर तरह की फीलिंग्स आपस में उलझ गई थीं, जिन्हें शब्दों में बयां करना इम्पॉसिबल था। मुझे उसके रोने और शोर मचाने से डर नहीं लग रहा था। मुझे जिस चीज ने डराया था वो उसका वो शांत और केयरफुल तरीका था जिससे वो पहले रो रही थी, इतनी स्टिल, इतनी कंटेंट। क्योंकि कभी कभी आंसुओं और सिसकियों के जरिए सब कुछ बाहर निकाल देना ही अंदर जमी हुई चीजों को रिलीज करने का एकमात्र तरीका होता है। अगर वो एबिलिटी भी खो जाए तो वे सभी फीलिंग्स बस दिल पर दबाव डालती रहती हैं और अंत में वे एक इंसान को तोड़ देती हैं। मैंने अपनी बेटी के चारों ओर अपनी बाहें और कस लीं, उसे धीरे से कोमलता से थपथपाते हुए अपनी बाहों में नन्ही लिली को बहलाया। धीरे धीरे मेरी फुसफुसाहट और दिलासा देने वाले शब्दों के बीच उसका रोना शांत होने लगा। फिर भी उसका छोटा सा चेहरा मेरे सीने में दबा रहा। वो खुद को मुझ में जितना हो सके उतनी जोर से सटा रही थी। पहली बार नन्ही लिली को समझ आया कि डैडी की बाहों में अपना दिल खोलकर रोना एक ऐसी चीज थी जिसने उसे सच में सेफ महसूस कराया। ये एक तरह की सिक्योरिटी थी जिसे मम्मी उसे कभी पूरी तरह से नहीं दे पाई थी। कुछ ही देर में छोटी बच्ची रोते रोते थक गई और मेरी बाहों में ही सो गई। वैसे भी उसने मेरी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत रखी और मुझे नहीं छोड़ा। नींद में भी वो हर थोड़े समय में हिचकी ले रही थी। मैंने उसे नीचे नहीं रखा, मैं उसे पकड़े रहा। मेरा छोटा खजाना मुझसे सटकर गर्म महसूस हो रहा था। मेरा उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए सेरेना ने लिली के लिए एक सिक डे की कॉल कर दी। आज इस हालत में कोई रास्ता नहीं था कि छोटी बच्ची एक सेकंड के लिए भी मेरा साथ छोड़ना चाहे। छोटा सा घर फिर से गर्म और खुशहाल था, बिल्कुल वैसा ही जैसा हुआ करता था।
सरीना किचन में खाना बना रही थी, जबकि मैंने धीरे से नन्ही लिली का चेहरा गर्म तौलिए से पोंछा। वो चेहरा जो इतना रोने की वजह से सूजा हुआ और लाल था। जब तक लिली दोबारा जागी, ब्रेकफास्ट पहले से ही रेडी था। भले ही वो खाना डैडी ने नहीं बनाया था, लेकिन छोटी बच्ची की भूख आज हैरानी की हद तक ज्यादा थी। उसने हमेशा से कहीं ज्यादा खाया, जिससे सरीना का चेहरा खुशी से चमक उठा, क्योंकि जो कोई भी इस छोटी लड़की को जानता था, उसे पता था कि उसे मैंने बहुत बिगाड़ दिया है। वो नॉर्मली बिना सोचे समझे सरीना के हाथ के खाने को नापसंद कर देती थी। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने नन्ही लिली को हवा में ऊपर उठाया और सरीना के साथ बाहर निकल गया। मुझे कंपनी में रुकना था। मैं इतने लंबे समय से बाहर था। अब जब मैं वापस आ गया था तो मुझे अपनी शक्ल दिखानी थी और लोगों को ये बताना था कि मैं ठीक हूँ, ताकि सबकी घबराहट दूर हो सके। सरीना ने मुझे पहले ही बता दिया था कि कंपनी में क्या चल रहा है। मैं जेन्युइनली रिलीव्ड था। पूरे समय जब मैं अनकॉन्शियस था, एक भी इंसान ने जॉब नहीं छोड़ी थी। हर कोई अपनी पोस्ट पर डटा रहा और उन सब ने बिना किसी सवाल के सरीना की लीड को फॉलो किया। खासकर फन शाओ शाओ और यूहान। वे अभी अभी कंपनी में शामिल हुए थे और फिर भी वे टिके रहे। बात ये थी कि मैंने उन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे, वे दूसरी एंटरटेनमेंट कंपनियों की तरह नहीं थे। उन्होंने किसी की फ्रीडम को लॉक नहीं किया था। इसके उलट मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी तरह से फ्लेक्सिबल थे। जब चाहो दरवाजा खोलकर बाहर जा सकते हो। हम तीनों ड्राइव करके कंपनी की तरफ निकल गए। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, ली वेंजिंग अपने पैरों पर खड़ी हो गई और राहत भरी मुस्कान के साथ पुकारा, मिस्टर जेम्स, आप आखिरकार वापस आ गए। मैंने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। ये लड़की मुझे देखकर जरा भी हैरान नहीं लग रही थी, जैसे उसे पहले ही पता चल गया हो कि मैं जाग गया हूँ। वापस आकर अच्छा लगा। तुम सबने पिछले कुछ समय में बहुत हार्ड वर्क किया है। बिल्कुल नहीं, हर कोई बस आपके लिए बहुत परेशान था। ली वेंजिंग ने जल्दी से जवाब दिया। उसकी मुस्कान और भी ब्राइट हो गई। मैंने उसे छोटा सा थैंक्स कहा और सरीना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ गया। नन्ही लिली मेरी बाहों में थी। लिली, जो अभी भी मुझसे चिपकी हुई थी, अपनी बड़ी आंखें खोलकर क्यूरियोसिटी के साथ अपने आसपास की हर चीज को देख रही थी। उस नन्ही जान को एब्सोल्युटली कोई आइडिया नहीं था कि ये पूरी कंपनी उसी के नाम पर रखी गई थी। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है। जब मैंने टीवी पर उसे इतनी बुरी तरह रोते हुए देखा तो मैंने दोबारा सोचा भी नहीं। मैं सीधे आगे बढ़ा और जेम्स के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मैंने उसे मारा और खूब गालियां दी। और पता है क्या हुआ? मैंने बस एक इंसल्ट दी और जेम्स की उंगलियां अचानक हिलने लगीं। मैंने वो देखा। मुझे पता था कि मैं कुछ सही कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एक और बार ट्राई किया और यकीनन जेम्स की उंगलियां फिर से हिलीं। बिल्कुल ऐसे ही मैंने अपनी गालियों से उसे मौत के मुंह से वापस बुला लिया। मैं झुंझलाहट भरे चेहरे के साथ अंदर आया। मेरे बगल में सरीना अपना मुंह ढककर हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। अब मुझे आखिरकार समझ आया कि मुझे देखकर कोई हैरान क्यों नहीं था। असली कल्प्रिट यहाँ था। अगले ही सेकंड मैंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। ब्रेक रूम में काफी लोग थे। उनमें से ज्यादातर पूरी तरह लीन थे। चंद अपनी आंखें फाड़े हर एक शब्द सुन रही थी। फन शाओ शाओ और यी श्रीहन दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें अपनी बातों पर यकीन न हो रहा हो। उनके कान पूरी तरह खड़े थे। एंजेला का एक्सप्रेशन केयरफुली न्यूट्रल था, फिर भी उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कान छिपे नहीं छिप रही थी। सिर्फ मिस क्लेयर नॉर्मल लग रही थीं। उनके हाथ में डॉक्यूमेंट्स का एक ढेर था और वो उन्हें पूरे ध्यान से पढ़ रही थीं। जैसे ही उन सबने मुझे देखा, कमरे की हर आंख फटी की फटी रह गई, सिवाय चेनफांग के जो ठीक मेरे सामने बैठा था और अभी भी पूरी स्पीड में बोल रहा था। तुम सबको देखो, कितनी आसानी से इम्प्रेस हो जाते हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब मेरे ये होंठ बोलते हैं तो उनकी एक वैल्यू होती है। मैं एक मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता हूँ। ओह सच में? तुम्हारे पास ये पावर कब से आ गई? मेरे बारे में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम नहीं जानते। ओह जेम्स, तुम यहाँ कब आए? तुम्हें खुद पर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। आओ यहाँ बैठो। हाँ। चेनफांग अपनी शेखी बघारने के बीच में ही अचानक चैलेंज हो गया। सेंटेंस के बीच में ही उसने अपना सिर घुमाया और फिर डर के मारे पूरी तरह स्टिफ हो गया। एक पल बाद उसने ड्रामेटिक तरीके से गियर बदला और चेहरे पर एक दबी हुई मुस्कान चिपका ली। यार जेम्स, तुमने कहीं से भी अचानक प्रकट होना कब से सीख लिया? मुझे लगता है कि तुम पोएटिक एंटरटेनमेंट में सीरियसली वेस्ट हो रहे हो। क्या होगा अगर हम एक और कंपनी खोलें? तुम वहाँ लाइव परफॉर्मेंस कर सकते हो, किस्मत बता सकते हो, फेस चेंजिंग कर सकते हो, ये पूरा पैकेज। इसे अपने उन गोल्डन वर्ड्स के साथ जोड़ दो जो लोगों को जिंदा कर देते हैं, और इसकी गारंटी है कि हम खूब पैसा कमाएंगे। मैं लिली को अपनी बाहों में लिए बैठ गया। चेनफांग को एक तिरछी नजर से देखा और फ्लैटली कहा, नो थैंक्स। वो तो सच में मुझे मार ही डालेगा। जेम्स, मुझसे गलती हो गई, मैं सब वापस लेता हूँ। कैसे गोल्डन वर्ड्स? मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं कहा। चेनफांग ने तुरंत अपनी सफाई देना शुरू कर दिया, बड़ी आसानी से अपने कहे हर एक शब्द को भूलते हुए।
उसे एनिमेशन छोड़ने के लिए कहना उसे मरने के लिए कहने से भी ज्यादा मुश्किल था। ये देखते हुए कि मुझे उसे अटेंशन देने में जीरो इंटरेस्ट है, उसने तुरंत अपना टारगेट नन्ही लिली की तरफ शिफ्ट कर दिया। लिली, आओ अंकल को एक हक दो। मेरे लिए थोड़ी अच्छी बातें बोल देना, ओके? याद है वो खिलौना जो अंकल ने तुम्हारे लिए खरीदा था? चेन फैंग को अपनी बाहें फैलाते देख लिली ने धीरे से अपनी बड़ी आंखें झपकाईं, फिर अपना छोटा सा चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और मेरी गर्दन से चिपक गई। चेन फैंग की तरफ देखने से भी मना कर दिया। अभी उस नन्ही जान के लिए मम्मी की बाहें भी इतनी अच्छी नहीं थीं। चेन फैंग को तो भूल ही जाइए। लिली का रिएक्शन देखकर हर कोई एक साथ हंस पड़ा। चेन फैंग बहुत ही ज्यादा हर्ट दिखा, जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ वही अभी दुख झेल रहा हो। अचीवमेंट अनलॉक्ड, सबके द्वारा धोखा मिला। ठीक है, बहुत मजाक हो गया। अब बिजनेस की बात करते हैं। मिस्टर जेम्स, इसे देखिए, यह टैनमी एंटरटेनमेंट का लेटेस्ट रिस्पॉन्स है। मिस क्लेयर ने हंसी के बीच बात काटते हुए मुस्कुराकर कहा और मुझे वो टैबलेट थमा दिया जो उन्होंने पकड़ा हुआ था। मैंने अब चेन फैंग को और ज्यादा परेशान नहीं किया। मैंने टैबलेट ले लिया। स्क्रीन पर टैनमी एंटरटेनमेंट की लेटेस्ट वीबो पोस्ट थी। सरीना मुझे हाल के सिचुएशन के बारे में पहले ही बता चुकी थी, इसलिए मुझे जनरल आइडिया था कि क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने सच में टैनमी की पोस्ट पढ़ी और देखा कि विल ने क्या कहा है, मेरे लिए अपना चेहरा सीधा रखना मुश्किल हो गया। मैंने मिस क्लेयर की तरफ देखा, एक्सप्रेशन थोड़े अजीब थे। तो ये विल वही लड़का है जिसने लास्ट मिनट प्रोटैगनिस्ट किया था? मिस क्लेयर ने सिर हिलाया। वही है, उसे अंडर एस्टिमेट मत करना, उसका अभी भी काफी सॉलिड फैन बेस है। उस बात ने मुझे एक ही समय में हंसने और कोसने पर मजबूर कर दिया। नाम और पहचान के मामले में एक रैपर के तौर पर वो किसी मिड टियर मेनस्ट्रीम आर्टिस्ट के करीब भी नहीं आता था। उसके जैसे किसी इंसान को मौका मिलने की एकमात्र वजह ये थी कि रैप रेगुलर म्यूजिक से अलग लेन में काम करता था। मुझे अब भी याद था जब मैं पहली बार यहाँ आया था, मैंने उस गाने का मजाक भी उड़ाया था। और अब हम यहाँ आमने सामने खड़े थे। मैंने हल्के से अपनी उंगलियां स्क्रीन पर टैप की, एक पल के लिए सोचा, फिर अपना सिर उठाकर वहां जमा सभी लोगों की तरफ देखा। मेरी नजर कुछ पल के लिए फन शाओ शाओ और यूहान पर ठहरी। चूंकि हम टैनमी के खिलाफ जा रहे हैं, हमारी साइड अभी भी लोगों की थोड़ी कमी है। मैंने इस साल के चाइनाज अल्टीमेट वॉइस के बारे में पहले ही देख लिया है। अगर वे सिर्फ नंबर्स के साथ हम पर हमला करते हैं तो हम सच में डिसएडवांटेज पर हैं। इसलिए मैं बाहर जाकर कुछ और लोगों को लाने की कोशिश करूंगा। जहां तक रिजल्ट की बात है, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अगर हमें सच में कोई नहीं मिला, मैं रुका, फिर वापस ऊपर देखा, तो फिर हमें उसी से काम चलाना होगा जो हमारे पास है। फिर मुझे डर है कि मुझे यहाँ मौजूद हर किसी से थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए कहना पड़ेगा। इसके अलावा इस बार फन शाओ शाओ और यूहान की चिंता मत करो। यह आप दोनों के लिए आगे बढ़ने का समय है। 1 मिनट के लिए मेरे साथ मेरे ऑफिस में आइए। मैंने ये कहा और खड़ा हो गया। फन शाओ शाओ और यीशु हाँ के साथ बाहर निकलते समय बाकी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनमें से कोई नहीं जानता था कि फन शाओ शाओ और यूहान असल में कितने कैपेबल थे। उन सबने मान लिया था कि इस कंपटीशन के लिए मैं खुद आगे आऊंगा। आखिर अभी कंपनी में सच में लोगों की कमी थी। जब रैप की बात आती तो चेंदी और सेरेना को बस इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। मैं अकेला था जो पूरी तरह शांत था। मुझे अच्छी तरह पता था कि फन शाओ शाओ और यूहान क्या कर सकते हैं, और मेरे दिमाग में पहले से ही एक गाना था। अगर वे दोनों इस गाने को परफॉर्म करते तो ये विल के खिलाफ सीधे तौर पर एक तरफा जीत होती। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मैंने असल में उनके लिए क्या लिखा है। सबको बस इतना पता था कि जब वे दोनों वापस बाहर आए तो उन्होंने शीट म्यूजिक को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वो असली सोना हो। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे, और इससे पहले कि कोई कुछ पूछ पाता, वे दोनों पहले ही हॉल में दौड़ रहे थे और खुद को रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर लॉक कर लिया। क्लियरली वे काम शुरू करने में 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। चाइनाज अल्टीमेट वॉइस हर शुक्रवार रात 8 बजे लाइव एयर होता था। ये 2 महीने में कुल 8 एपिसोड तक चलने वाला था। स्प्रिंग फेस्टिवल से पहले ये सीजन का सबसे बड़ा शो था। 1 हफ्ते से भी कम समय बचा था, इसलिए फन शाओ शाओ और वी शुहान 1 सेकंड भी बर्बाद करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जैसे ही गाना उनके हाथों में आया, उन्हें पता चल गया कि अगर वे इसे परफेक्टली परफॉर्म कर पाए तो ये वही गाना होगा जो उन्हें फेमस बना देगा, बिना किसी सवाल के। मैं उन दोनों के साथ वापस बाहर नहीं आया था। इस समय मैं अपने ऑफिस में बैठकर फोन कॉल्स कर रहा था। अगर हम टैनमी एंटरटेनमेंट और दूसरी कंपनियों से टक्कर लेना चाहते थे तो कंपनी के पास अभी भी खड़े होने के लिए पर्याप्त पिलर्स नहीं थे। हमें और लोगों की जरूरत थी, और मेरे दिमाग में पहले से ही कोई था, असल में 1 से ज्यादा लोग। जब तक सबने मुझे ऑफिस से वापस बाहर आते देखा, मेरे चेहरे पर पूरी मुस्कान थी। सब तैयार हो जाओ, कल 3 हैवीवेट प्लेयर्स हमारी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप अपना बेस्ट दें और उन पर अच्छा इंप्रेशन जमाएं। सबने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी क्यूरियोसिटी उन पर हावी हो रही थी। कोई अचानक बोल पड़ा, कम ऑन मिस्टर जेम्स,
हमें सस्पेंस में मत रखिए। वो कौन है? उनके मुझे मिस्टर जेम्स बुलाने की वजह ये थी कि जूनियर और मिया ने पहले इस बारे में डिस्कस किया था। जैसे जैसे कंपनी बढ़ रही थी और ज्यादा एम्प्लॉइज जुड़ रहे थे, उन्हें सही एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत थी। काम पर प्रॉपर एटीट्यूड बनाए रखना था। प्राइवेट में वे मुझे जो चाहे बुला सकते थे, लेकिन ऑफिस में प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सबसे पहले आने चाहिए थे। नेचुरली सेरेना और चेन फेंग इसके एक्सेप्शन थे। एक बॉस की वाइफ थी और दूसरा कंपनी का शेयर होल्डर। उन दोनों को ऐसी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं थी। भले ही हर कोई क्यूरियोसिटी से मरा जा रहा था, मैंने बस मुस्कुराकर अपने होंठ बंद रखे। अभी बताने में क्या मजा है, जब वे कल आएंगे तो आप देख लेंगे। इसे समझो, इसे एक छोटा सा सरप्राइज समझो। हर किसी के मुंह से हताशा की एक मिली जुली आवाज निकली। उनके दिल ऐसे मचल रहे थे जैसे अंदर से कोई चीज उन्हें खरोच रही हो। मैंने बस मुस्कुराकर उन पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय मैं एंजेला की तरफ मुड़ा। डायरेक्टर यांग, मुझे आपसे थोड़े और काम की जरूरत है। कंपनी अब वापस ट्रैक पर आ रही है। ऑपरेशंस, स्टाफिंग, जिसकी भी हमें जरूरत हो उसे हायर करें। साथ ही ये खबर फैला दें कि आज से पोएटिक एंटरटेनमेंट ऑफिशियली नए आर्टिस्ट्स के लिए खुला है। सेरीना और मैं खुद ऑडिशंस लेंगे। जो भी पास होगा उसे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मुझे ऐसा कहते सुनकर एंजेला के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। जागने के बाद से मैं एक बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। अगर पुराना मैं थोड़ा पीछे हट रहा था, तो यहाँ खड़ा ये मैं अब पूरी तरह से मैदान में था। मुझसे निकलने वाली एनर्जी भी अब पहले से कहीं ज्यादा कमांडिंग हो गई थी। मैं क्लियरली पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से अकेले भिड़ने के लिए तैयार था, और ये मेरा अपना टैलेंट ही था जिसने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया था। उस तरह का कॉन्फिडेंस जिससे ऐसा कदम पूरी तरह से मुमकिन लग रहा था। मैं कंपनी का ऑफिशियल वीबो अकाउंट भी सेटअप करूंगा। इसके अलावा हम सभी मेजर प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मौजूदगी बढ़ाएंगे। एंजेला ने सिर हिलाया और सब कुछ नोट कर लिया। मेन पॉइंट्स कवर होने के बाद हर कोई बातचीत करने के लिए थोड़ी देर और रुका। एंजेला सबसे पहले जाने वाली थी। कंपनी के शुरुआती स्टेज में एचआर हेड के रूप में उनके पास किसी और से ज्यादा काम था। एंजेला के बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद ऑनलाइन एक के बाद एक दो खबरें आईं और इंटरनेट पर फिर से वैसा ही धमाका हुआ जैसा पिछली रात हुआ था। नेटिजन्स बेसब्री से सोच रहे थे कि क्या पोएटिक एंटरटेनमेंट विल के चैलेंज के सामने टिक पाएगा। लेकिन सिर्फ एक रात के अंतराल में पूरी सिचुएशन पूरी तरह पलट गई थी। पहली खबर बिना किसी सवाल के मेरी रिकवरी की थी। मैं जाग गया था और मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। एक पापराज़ो ने हॉस्पिटल से साथ बाहर निकलते हुए मेरी और सेरीना की फोटोज क्लिक कर ली थी। फोटोज में हम दोनों के थोड़ा पीला दिखने के अलावा हम बाकी हर तरह से बिल्कुल ठीक लग रहे थे। जैसे ही वो खबर आई, इंटरनेट पागल हो गया। सिर्फ कुछ ही घंटों में मेरा नाम फिर से ट्रेंडिंग चार्ट्स में टॉप पर था। उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स के नीचे कमेंट सेक्शन में जबरदस्त हलचल थी। हर कोई रिएक्ट करने के लिए एक दूसरे के ऊपर गिरा जा रहा था। हो ही नहीं सकता, वह सच में जाग गया। क्या ये सच है? मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, मेरे साथ मजाक मत करो। क्या वे ये नहीं कह रहे थे कि वो गहरे कोमा में है? उन फोटोज में तो वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। मैं कितना बेवकूफ हूँ। लोग उसके लिए इतने परेशान थे। हम में से कुछ तो इसके लिए रोए भी थे। जाग गया और हमें बताने की जहमत तक नहीं उठाई। मगरमच्छ के आंसू, पागल कहीं का। वो जाग गया है, बस यही मायने रखता है। अब मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या विल पैनिक कर रहा है? विल, मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास लास्ट मिनट प्रोटैगनिस्ट है। हर एंटरटेनमेंट कंपनी जिसने ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखे, उन्हें अपने सीने में कड़वाहट महसूस हुई। बहुत बढ़िया, ये बंदा वापस आता है और ट्रेंडिंग चार्ट्स जैसे सिर्फ उसी के हो जाते हैं। एक पल में फिर से वही पुराना डर, उसके द्वारा डोमिनेट किए जाने का वो पुराना डर वापस आ गया। यहाँ तक कि लियुगाओ ने भी जब उसने सुना कि मैं जाग गया हूँ, तो वो अपनी घबराहट नहीं रोक पाया। वो तो यहाँ तक गया कि उसने विल से सीधे पूछ लिया कि क्या वो कॉन्फिडेंट है। विल ने कसम खाकर कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बात रैप की आती है तो वो कभी किसी के सामने नहीं झुका। लेकिन लियुगाओ फिर भी अपने शक को दूर नहीं कर पाया। आखिर वे पहले रिकॉर्डिंग बैटल में हार चुके थे, और वो भी इंडस्ट्री की एक फॉर्मर क्वीन के खिलाफ। लेकिन चैलेंज तो पब्लिकली दिया जा चुका था, और लियुगाओ अब सिर्फ यही उम्मीद कर सकता था कि मुझे रैप लिखना ना आता हो। दूसरा टॉपिक जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी थी, वो ये था कि पोएटिक एंटरटेनमेंट ने ऑफिशियली नए आर्टिस्ट्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे, और वे चीजें हर किसी से अलग तरीके से कर रहे थे। जब तक आपके पास टैलेंट था, जब तक आपको खुद पर कॉन्फिडेंस था, पोएटिक एंटरटेनमेंट आप पर विचार करेगा। सेरीना और मैं पर्सनली हर ऑडिशन लेंगे। ऑडिशन पास करो और ट्रीटमेंट एक्सेप्शनल होगा, जिसमें मेरे द्वारा पर्सनली लिखा गया गाना मिलने का चांस भी शामिल था। अगर मेरे जागने ने नेटिजन्स और दूसरी एंटरटेनमेंट कंपनियों में शॉक वेव्स भेज दी थी, तो ये अनाउंसमेंट इंडस्ट्री के लिए किसी भूकंप से कम नहीं थी। ये देखना आसान था कि आगे क्या होने वाला है।
अगर पोएटिक एंटरटेनमेंट कामयाब हो गया तो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का पूरा मॉडल ही फिर से लिख दिया जाएगा। एक नया एरा पूरी तरह से आ जाएगा। वे ऊंची दीवारें जो हमेशा से खड़ी थीं ढह जाएंगी। असली काबिलियत वाले हर इंसान को अपना मौका मिलेगा और वो तेजी से फेम हासिल करेगा। बॉटम लेवल के आर्टिस्ट के लिए जिनके पास जेन्युइन टैलेंट है और जो नए चेहरे इसमें जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए दरवाजा अभी अभी पूरी तरह खुल गया था। लेकिन जिन लोगों के पीछे कैपिटल था, उनके लिए पोएटिक एंटरटेनमेंट उनकी बॉटम लाइन को चुनौती दे रहा था। पुराना एंटरटेनमेंट मॉडल सिर्फ पैसे और कनेक्शंस पे नहीं चलता था, वो अनकहे रूल्स पर चलता था। असली टैलेंट वाले आर्टिस्ट जो सच में आगे बढ़ पाते थे वे बहुत कम थे। लेकिन पोएटिक एंटरटेनमेंट के अनाउंसमेंट के साथ अचानक बहुत से लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दिख गया। पुराने प्लेयर्स को लगा कि उनके कोर इंटरेस्ट हिलने लगे हैं। अब से जिसके पास थोड़ा भी टैलेंट होगा वो सीधे पोएटिक एंटरटेनमेंट में ऑडिशन देने जाएगा। वे किसी और के पास क्यों जाएंगे? हर एक कंपनी हिली हुई थी। उन्होंने एक दूसरे से कांटेक्ट करना और नोट्स कंपेयर करना शुरू कर दिया। अंत में सबकी निगाहें बिग 3 की तरफ मुड़ गईं। यिनहाई एंटरटेनमेंट ने कोई कदम नहीं उठाया, वे कब्र की तरह खामोश थे। लेकिन टीएनमे एंटरटेनमेंट और शेंगशी एंटरटेनमेंट ने एक रेयर अलायंस बना लिया। एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए उन्होंने अनाउंस किया कि वे एक यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे, ऑफेंस और डिफेंस साथ मिलकर, ताकि चाइनाज अल्टीमेट वॉइस पर मेरे अनडिफीटेड रिकॉर्ड को चकनाचूर कर सकें और पोएटिक एंटरटेनमेंट को हर फ्रंट पर बाहर कर सकें। उसी समय टीएनमे एंटरटेनमेंट और शेंगशी एंटरटेनमेंट ने इंडस्ट्री की हर दूसरी कंपनी को एक ओपन इन्विटेशन दिया। उनसे आग्रह किया कि वे सब मिलकर पोएटिक एंटरटेनमेंट को सैंक्शन करने में शामिल हों। उस सैंक्शन का पहला स्टेप चाइनाज अल्टीमेट वॉइस पर शुरू होगा। अगर पहले वाला 3 डे सेलिब्रेशन इवेंट मेरे और टीएन एंटरटेनमेंट के बीच एक छोटी सी झड़प थी, तो इस पॉइंट से आगे ये मेरे और पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बीच एक ऑल आउट वॉर होने वाला था। डायरेक्टर माँ, आप बहुत आगे निकल गए हैं। शेंगशी एंटरटेनमेंट बिल्डिंग के अंदर माँ अन्यून के होंठ एक सख्त लाइन में दब गए। उसका एक्सप्रेशन ठंडा था। जहाँ वो खड़ी थी उससे ज्यादा दूर नहीं, अपनी डेस्क के पीछे बैठा मलयांग फुर्सत से अपनी चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसकी संकरी ट्रायंगुलर आंखों में एक घमंडी मुस्कान थी। माँ अन्यून, अपनी टोन का ध्यान रखो। क्या तुम अपनी कंपनी की लीडरशिप से ऐसे बात करती हो? वो बुकिंग मैं उसे पहले ही कंफर्म कर चुकी थी। उसे मुझसे छीनकर किसी और को क्यों दे दिया गया? वो मेरी थी। मैं पहली इंसान थी जिसने उसे लॉक किया था। माँ अन्यून ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसे पता भी नहीं चला और उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए। वो बहुत हार्ड वर्क कर रही थी और इस फैन साइनिंग इवेंट को खत्म करने के बाद उसके पास आखिरकार इतने पैसे जमा हो जाते कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की पेनल्टी कवर कर पाती। लेकिन ठीक इसी मोमेंट पर कंपनी ने उससे वो फैन साइनिंग इवेंट छीन लिया और किसी और को सौंप दिया। वह जवाब मांगने के लिए अपने मैनेजर के पास गई थी, लेकिन उसका मैनेजर भी दुखी और बेबस लग रहा था। अंत में उसके मैनेजर ने उसे धीरे से बताया था कि उसने एक दुश्मन बना लिया है। जिस इंसान ने उसकी सभी एक्टिविटीज पर रोक लगा दी थी वो वही आदमी था जो अब उसके सामने बैठा चाय पी रहा था। याओ, अन्यून के आरोपों का सामना करते हुए मलंग धीरे से हंसा। वो बिल्कुल शांत और बेफिक्र था। फिर उसने कहा, अब यूनियन, यही तुम गलत हो। कंपनी के अपने अरेंजमेंट्स होते हैं, तुम्हें बस उन्हें फॉलो करने की जरूरत है। बेशक अगर तुम तैयार हो तो आज रात मेरे साथ एक कॉकटेल पार्टी में चलो। कल तक लेटेस्ट मैं तुम्हारे लिए एक नई बुकिंग सेट कर दूंगा। क्या ख्याल है? इस बारे में सोच लो। जैसे ही वो बोला, मलंग ने अपना चाय का कप नीचे रख दिया। उसकी ट्रायंगुलर आंखें और भी संकरी हो गईं और उसने अपने सामने खड़ी माँ अन्यून को सेटिस्फेक्शन से भरी मुस्कान के साथ देखा। जब से मैं म्यूजिक सीन में आया था, शेंगशी एंटरटेनमेंट ने, जो पहले से ही म्यूजिक को प्रायोरिटी नहीं देता था, अपने आर्टिस्ट के लिए चीजें और भी मुश्किल कर दी थी। और इस दौरान मलयांग पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। वे आर्टिस्ट जो अपने करियर के लिए डेस्परेट थे, उनमें से कौन चुपचाप लाइन में नहीं लग गया था? सिर्फ ये माँ अन्यून ही थी जिसने सबक सीखने से मना कर दिया था, और वो थी भी इतनी ब्यूटीफुल जिसने काफी समय से मलयांग के दिमाग को बेचैन कर रखा था। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हें अपनी मर्जी नहीं चलाने दूंगी। माँ अन्यून ने जलती हुई आंखों से मलयांग को घूरा। उसके अंदर का गुस्सा और निराशा अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। पिछली बार उसने उसे चेहरे पर तमाचा जड़ा था, फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। अब वो इतने नीचे और घटिया हथकंडों पर उतर आया था। तो फिर मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ, और मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ, अब से कंपनी की हर एक्टिविटी का तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। तुम चाहे चाहो या ना चाहो, तुम इसी कंपनी के अंदर सरती रहोगी। मलयांग जरा भी नहीं झिझका। वो जानता था कि माँ अन्यून एक ऑर्डिनरी फैमिली से आती है और उसके पास कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टी भरने का कोई रास्ता नहीं है। वो बस एक मामूली सिंगर थी। वो भला इस बारे में कर भी क्या सकती थी? तभी अचानक ऑफिस का दरवाजा फिर से धक्का देकर खोला गया। तुम्हारे जैसा एक डरपोक चूहे जैसी शक्ल वाला छोटा सा रेंगने वाला इंसान, और तुम्हें लगता है कि तुम उसके जैसी किसी लड़की को डिजर्व करते हो? यूनियन, मैंने तुम्हें संभाल लिया है, चलो चलें।
मलंग मुंह फाड़े उस यंग लड़की को घूरता रह गया जो अभी अभी अंदर घुसी थी। उसने उसे माँ अन्यून की असिस्टेंट के रूप में पहचान लिया। उसे बस ये उम्मीद नहीं थी कि इस छोटी सी असिस्टेंट में इतनी हिम्मत होगी। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? मलंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वो सालों से इस कंपनी में अपना रुतबा दिखा रहा था और किसी ने भी कभी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। सच में ये ऐसी चीज थी जो उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। छोटी आंखें, संकरा चेहरा, ट्रायंगुलर घूरती नजर। एक नजर में कोई भी बता सकता है कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। माँ अन्यून खुद भी थोड़ी हैरान थी। ये पहली बार था जब उसने रान रान को इस तरह देखा था। ईमानदारी से कहूँ तो ये असल में काफी कूल था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि तुमने तय कर लिया है कि तुम्हारा यहाँ काम खत्म हो गया है ना? मलंग गुस्से के मारे हंस पड़ा। एक छोटी सी असिस्टेंट इतनी वाइल्ड एक्टिंग कर रही थी। मैं बस एक छोटी असिस्टेंट हूँ। अगर हिम्मत है तो मुझे फायर करके दिखाओ। वैसे भी अगर ये जगह हमें नहीं रखेगी तो ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो रखेंगी। जेम्स रिवर्स, तुम्हें पता है न वो कौन है? हम उनके पास जाएंगे। मेरा नाम सुनते ही न केवल माँ अन्यून ठिठक गई बल्कि मलयांग भी एकदम शांत हो गया। मलंग इसलिए रुक गया क्योंकि वो सिर्फ नाम ही नहीं जानता था। कंपनी ने मेरे ऊपर इतनी मीटिंग्स की थी जिन्हें वो गिन भी नहीं सकता था। लेकिन एक पल बाद वो जोर से हंसा। तुम एक छोटी असिस्टेंट और एक थर्ड ईयर मामूली आर्टिस्ट, और तुम्हें लगता है कि जेम्स रिवर्स तुम दोनों के लिए अपनी गर्दन फंसाएगा? सपने देखना बंद करो, अब बाहर निकलो। इससे पहले कि माँ अन्यून रिएक्ट भी कर पाती, रन रन ने उसे हाथ से पकड़ा और तेजी से बाहर निकल गई। पीछे से दरवाजा जोर से पटक दिया जिससे मलंग वहाँ अकेला रह गया और उसने अपनी डेस्क पर फैली चाय को देखते हुए उन्हें जाते हुए देखा। उस छोटी बच्ची को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है। एक बार जब वे मलंग के ऑफिस से बाहर आ गईं, तो माँ अन्यून अभी भी थोड़ी सुध-बुध खोई हुई थी। जब रान रान ने उसे खींचकर फ्रंट गेट तक पहुंचाया तब जाकर वो होश में आई। क्या तुम ठीक हो? सच तो यह है कि रान रान वहाँ सिर्फ बहादुरी का दिखावा कर रही थी। आखिर वो भी एक यंग लड़की ही थी। ऐसी सिचुएशन का सामना करना जो उसने अभी किया था वो उसकी हिम्मत की आखिरी लिमिट थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी ये शांत छोटी असिस्टेंट जो कभी खुद पर ध्यान नहीं खींचती थी इतनी खतरनाक हो सकती है। यूं दुखी मत हो। मैं बाहर खड़ी थी और मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो जानवर जो बातें वो कह रहा था वे हद से बाहर थीं। मैं दुखी नहीं हूँ रन रन, तुम कमाल थी। माँ अन्यून ने जल्दी से रन रन का हाथ पकड़कर कहा। अभी अभी रान रान को एक्शन में देखकर वो लगभग दंग रह गई थी। काफी कूल था ना? रान रान एक दबी हुई हंसी के साथ खुद ही मुस्कुराई। वो बस एड्रेनालिन के बहाव में बोल गई थी। अब जब वो जोश कम हुआ तो उसका दिल अभी भी थोड़ा तेज धड़क रहा था। माँ अन्यून ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसकी एक्सप्रेशन थोड़ा गिर गया। लेकिन इसकी वजह से तुम भी अब कंपनी में नहीं रुक पाओगी। वे पक्का तुम्हारी लाइफ मुश्किल बना देंगे। चिंता मत करो अन्यून। मैंने वहाँ जो कहा था वो सिर्फ कहने के लिए नहीं था। देखो मैंने किससे कांटेक्ट किया है। जैसे ही वो बोली, रन रन ने माँ अन्यून का फोन ठीक उसके सामने कर दिया। उसका एक्सप्रेशन ब्राइट और शरारत से भरा था। मैंने अभी देखा कि पोएटिक एंटरटेनमेंट हायरिंग कर रहा है और इसके अलावा वे इंडस्ट्री की हर दूसरी कंपनी से आमने सामने टकराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसलिए मैंने तुम्हारे फोन का इस्तेमाल करके सरीना को मैसेज कर दिया। हे, वो तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टी कवर करने के लिए एग्री हो गई हैं। सरीना? माँ अन्यून एक पल के लिए दंग रह गई। उसके दिमाग में एक चेहरा तैरने लगा। वह औरत जो शांत पानी की तरह कोमल और शांत थी। उसने फोन लिया और यकीनन ये उसके और सरीना के बीच की चैट थ्रेड थी। जब से न्यू सॉन्ग शोकेस में उसने और सेरेना ने एक दूसरे को फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया था, उन दोनों ने असल में ज्यादा बात नहीं की थी। बस कभी कभी म्यूजिक को लेकर कुछ बातें हो जाती थी जब भी कुछ काम होता। लेकिन स्क्रीन पर चल रही बातचीत अब पहले से कहीं लंबी थी। ये रान रान थी जो उसके फोन से सरीना तक पहुंची थी और दूसरी तरफ सेरेना ने बिना किसी झिझक के रन रन की रिक्वेस्ट मान ली थी। उसने सच में इसकी उम्मीद नहीं की थी। आखिर में ये सरीना ही थी जिससे वो मुश्किल से कुछ ही बार मिली थी, जिसने उसके लिए कदम आगे बढ़ाया था। यून पोएटिक एंटरटेनमेंट को अभी लोगों की जरूरत है और तुम्हें कंपनी की। क्या ये परफेक्ट नहीं है? और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे टैलेंट के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टी तुम कुछ ही समय में पोएटिक एंटरटेनमेंट के लिए वापस कमा लोगी। इसलिए अब हिचकिचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। रन रन ने नोटिस किया कि माँ अन्यून ने कोई जवाब नहीं दिया और सोचा कि शायद उसके मन में अभी भी कुछ शंकाएं हैं। इसलिए वो उसे दिलासा देने के लिए जल्दी से बोली। माँ अन्यून ने ऊपर देखा। उसके एक्सप्रेशन में कुछ उलझन सी थी। मैं हिचकिचा नहीं रही हूँ, मैं बस इमोशनल हूँ। कोई जिसके खिलाफ मैं कभी टॉप स्पॉट के लिए कंपटीशन कर रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे लिए इस तरह काम आएगी। चाहे मैं उनके लिए वो पेनल्टी कभी वापस कमा पाऊं या नहीं, उन्होंने पहले मेरी मदद की है।
इसका मतलब है कि हम उनके कर्जदार हैं और मैं इसे चुकाने का इरादा रखती हूँ। हाँ, वैसे इसमें यह भी हेल्प करता है कि उसे खुद के लिए एक ग्रेट हस्बैंड मिल गया है, लेकिन मुझे यकीन है कि अन्यून का फ्यूचर हस्बैंड भी किसी से कम नहीं होगा। हस्बैंड ढूंढने के बारे में किसने कुछ कहा? अन्यून, क्या तुम सच में अभी ब्लश कर रही हो? हाँ, बादल छट गए और हंसी लौट आई। वे दोनों फिर से चुलबुली बहस में पड़ गईं। रण ने माँ अन्यून को इतना चिढ़ाया कि उसके गाल पूरी तरह लाल हो गए, लेकिन गहराई में माँ अन्यून खुद से ये पूछे बिना नहीं रह सकी, क्या वाकई में जेम्स रिवर्स से बेहतर कोई हस्बैंड हो सकता है? जेम्स की 3 लोगों की फैमिली लंच के लिए बैठी थी। सेरीना अभी भी मुझसे कल के प्लान्स के बारे में बात कर रही थी। मेरे लिए ये पूरी चीज असल में काफी सिंपल थी। क्या हम कल शेंगशी एंटरटेनमेंट जा रहे हैं? सुबह लिली को किंडरगार्टन छोड़ेंगे, फिर सीधे वहीं चलेंगे। जितना जल्दी हो उतना बेहतर। क्या मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टी का क्या? बस लीगल डिपार्टमेंट से किसी को इसे हैंडल करने के लिए कह दो। सेरीना को अभी भी थोड़ा इस सब को लेकर बहुत इमोशनल थी। जब माँ अन्यून ने उसे पहली बार मैसेज किया था तो वो थोड़ी हैरान रह गई थी। न्यू सॉन्ग शोकेस में माँ अन्यून की परफॉर्मेंस उसे आज भी दिन के उजाले की तरह साफ याद थी। ये सोचकर दुख होता था कि इतने बड़े टैलेंट को दबाया जा रहा है और किनारे कर दिया गया है। वो बस इतना ही कह सकी, पैसे वाले लोग बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं। लंच के बाद हम सोफे पर बैठ गए। मैं नन्ही लिली को अपने सामने अपने खिलौनों के साथ खेलते हुए देख रहा था और अचानक ही मैंने हाथ बढ़ाकर उसके छोटे से सिर को थपथपाया। लिली, तुम्हें अपना खुद का बेडरूम पाकर कैसा लगेगा? नन्ही लिली ने अपना सिर उठाया और ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखने लगी। मैं जल्दी से आगे बोला, नन्ही लिली अब बड़ी लड़की हो गई है। डैडी सिर्फ तुम्हारे लिए एक स्पेशल छोटा बेडरूम सेट करने जा रहे हैं। अपने कमरे में सोने के बारे में क्या ख्याल है? इस बार छोटी बच्ची समझ गई। उसने तुरंत अपने हाथों से खिलौना गिरा दिया, अपनी बाहें मेरी बाहों में डाल ली और अपनी छोटी सी नाक सिकोड़ ली। नहीं, लिली को डैडी और मम्मी के साथ सोना है, लेकिन लिली अब बड़ी हो रही है। तुम्हारा अपना कमरा होना चाहिए, वरना जब किंडरगार्टन के दूसरे बच्चों को पता चलेगा कि लिली अभी भी डैडी और मम्मी के साथ सोती है तो वे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, खासकर वो फन शाशा। वो पक्का लिली को चिढ़ाएगी कि तुम एक ऐसी बेबी हो जो बड़ी नहीं हो सकती। मैंने लिली की छोटी सी नाक को सहलाया और धैर्य से उसे समझाया, यहाँ तक कि मैंने उस गोल मटोल छोटे बच्चे का नाम भी लिया जिसे लिली सबसे ज्यादा नापसंद करती थी। इसमें काफी मेहनत लगी और यकीनन जैसे ही लिली ने सुना कि उसे चिढ़ाया जा सकता है, उसकी छोटी भौहें कस गईं और उसके चेहरे पर एक उलझन सा भाव फैल गया। ये देखकर मैंने तुरंत मौके का फायदा उठाया। वह छोटा कमरा सच में बहुत सुंदर है, लिली को वह पक्का पसंद आएगा। और डैडी और मम्मी का कमरा बिल्कुल बगल में है, बहुत पास। लिली ने अपने होंठ सिकोड़े और आखिरकार हार मान ली। ठीक है, लेकिन डैडी को अभी भी हर रात आकर मुझे बेड टाइम स्टोरी सुनानी होगी। बिल्कुल, डैडी और मम्मी हमेशा अपनी छोटी बेबी को सुलाएंगे और उसे सोने में मदद करेंगे। पिंकी प्रॉमिस। लिली को राजी होते देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने जल्दी से अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाई और उसकी उंगली के साथ लॉक कर दी। सच में मेरी नन्ही बच्ची सबसे ज्यादा वेल बिहेव्ड थी। मैंने ऑनलाइन देखा था कि कैसे बहुत से बच्चों को बहुत लंबे समय तक फुसलाना पड़ता था, तब कहीं जाकर वे अकेले सोने के लिए राजी होते थे। एग्रीमेंट होने के बाद मैं किचन की तरफ मुड़ा और खुशी खुशी सेरीना को आवाज दी, जो अभी भी वहाँ साफ सफाई कर रही थी। हनी, आज दोपहर हमारे पास कोई काम नहीं है, चलिए अभी शिफ्ट हो जाते हैं। लाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, नई जगह पर लगभग सब कुछ है। किचन में सेरीना शुरू से ही सुन रही थी जब मैं बाहर लिली को मना रहा था। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे। जब उसने मुझे आवाज देते सुना तो उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और धीरे से जवाब दिया, ठीक है। हमने थोड़ी देर और घर की सफाई की। यहाँ के किसी भी फर्नीचर को ले जाने की जरूरत नहीं थी, नई जगह पर पहले से ही सब कुछ था। हमें बस अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और लिली के खिलौने लाने थे। 2 घंटे बाद पूरी फैमिली तैयार थी। हमने सारा सामान, बड़े और छोटे बैग, कार में लोड किया और निकल पड़े नए घर की ओर। कुछ ही देर में पूरी फैमिली नए नेबरहुड शिनंग हयुआन पहुंच गई। हम कार को सीधे अंडरग्राउंड पार्किंग गैरेज में ले गए और एक स्पॉट ढूंढ लिया। मैं बैग्स उठाने के लिए सबसे पहले बाहर निकला। सेरीना ने लिली का हाथ पकड़ा और हम तीनों सीधे एलिवेटर की तरफ चल दिए। लिली यहाँ पहली बार आई थी। उसने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और चौड़े क्यूरियस वंडर के साथ अपने आसपास की हर चीज को देखा। जल्द ही एलिवेटर 18वीं मंजिल पर पहुंच गया। सेरीना सबसे पहले लिली को लेकर एलिवेटर से बाहर निकली। मैं लगेज के साथ पीछे पीछे चला। हम दरवाजे पर पहुंचे। सेरीना ने नया बदला हुआ पासकोड टाइप किया और दरवाजा खुल गया। उन्होंने एंट्रीवे में कदम रखा। उन दोनों ने घर की स्लीपर्स पहन ली। सेरीना ने नन्ही लिली के लिए घुटनों के बल बैठकर उसके पैरों में सुंदर छोटी पिंक स्लीपर्स पहनाई।
तभी उसने उस नन्ही जान का हाथ पकड़ा और लिविंग रूम में चली गई। सामने मौजूद बड़े और ब्राइट लिविंग रूम ने लिली की आंखें बिना उसे पता चले ही चौड़ी कर दी। नए घर की हर एक चीज उसके लिए एक नई और एक्साइटिंग खोज थी। लिली, ये हमारा नया छोटा सा घर है। मैंने अपने हाथों के बैग्स नीचे रखे और सेरेना के साथ लिली का हाथ पकड़कर उसे और अंदर ले गया। वो अभी भी थोड़ी शर्मीली थी। लिली, डैडी और मम्मी तुम्हें तुम्हारा छोटा सा बेडरूम दिखाने ले जा रहे हैं। नन्ही लिली जितनी आज्ञाकारी हो सकती थी मेरे और सेरेना के साथ चल दी। जैसे जैसे हम और अंदर गए, एक अनजान जगह पर पहुंचने की वजह से वो अभी भी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन फिर मैंने धीरे से उस छोटी बच्ची के बेडरूम का दरवाजा खोला और उसकी आंखें एक पल में चमक उठीं। लिली की नजरों के सामने हल्का गुलाबी रंग का एक पूरा संसार था। पूरा फर्श फ्लफी कालीन से ढका था जिस पर तरह तरह के कार्टून कैरेक्टर्स बने थे। कमरे के बीच में एक बिल्कुल नया प्रिंसेस बेड था। प्रिंसेस बेड के ठीक बगल में एक छोटा पिंक कार्टून स्टाइल सोफा था। दूसरी तरफ एक छोटा नाइट स्टैंड था जिस पर एक छोटी नाइट लाइट रखी थी। लिली ने अपनी लाइफ में इतना खूबसूरत बेडरूम कभी नहीं देखा था। ये बिल्कुल परियों की कहानियों वाली छोटी राजकुमारी के कमरे जैसा लग रहा था, जिसकी कहानियां डैडी उसे हमेशा सुनाते थे। मैंने लिली को उठाया और सावधानी से उसे उसके छोटे बेड पर बिठा दिया। सॉफ्ट गद्दे उसके नीचे धीरे से धंस गए। जब हमने पहली बार ये घर चुना था तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिससे हम दोनों को प्यार हो गया था वो यही छोटा बेडरूम था। ये साफ था कि लिली को ये सच में बहुत पसंद आया। उसकी आंखें एकदम चमक रही थीं। मैंने दुनिया भर के प्यार के साथ लिली के बाल सहलाए। क्या लिली को अपना छोटा बेडरूम पसंद आया? नन्ही लिली ने अपनी छोटी हथेलियों को नीचे रखे सॉफ्ट गद्दे पर हल्का सा दबाया और उसकी बड़ी आंखें खुशी से झुककर छोटी अर्धचंद्राकार बन गईं। डैडी, क्या ये सच में लिली का अपना बेडरूम है? मैं मुस्कुराया और उसे प्यार से कंफर्म किया कि लिली को ये पसंद है। मुझसे वो कंफर्मेशन मिलते ही लिली के चेहरे पर सबसे प्यारी मुस्कान खिल उठी। वो उस सॉफ्ट छोटे बेड पर पीछे की ओर गिर गई और इधर उधर लौटने लगी, जैसे वो चाहती हो कि उसका ये छोटा सा कमरा उसकी मौजूदगी से भर जाए। उस मोमेंट में सेरेना और मैं दोनों ही एकदम गहरी संतुष्टि महसूस कर रहे थे। एक परिवार के तौर पर साथ होना और नन्ही जान का खुश रहना ही सबसे ज्यादा मायने रखता था। हर कोने में गूंजती हंसी के साथ हमने नए घर में अपना पहला डिनर बनाया। जब छोटी बच्ची के सोने का समय हुआ तो हमेशा की तरह मैं और सेरेना उसके दोनों तरफ बैठ गए। मैंने उसे वैसे ही एक परी की कहानी सुनाई जैसे मैं हमेशा सुनाता था और लिली कहानी के बीच में ही चैन से सो गई। जब हमें यकीन हो गया कि वो गहरी नींद में है तो हम दबे पांव चले और लाइट बंद करके चुपचाप उस छोटे बेडरूम से बाहर आ गए। वापस मास्टर बेडरूम में हम दोनों अकेले थे। हमारे बीच की हवा अचानक थोड़ी भारी महसूस होने लगी। मैं पहले शावर ले लेता हूँ, फिर भी वो मैं ही था जिसने उस टेंशन को कम किया। मैंने एक गहरी सांस ली और जल्दी से बाथरूम की तरफ निकल गया। मेरे पीछे सेरेना अपनी मुस्कान नहीं रोक पाई। वो बेड के किनारे बैठ गई और बेडसाइड लैंप जलाकर छत की मेन लाइट बंद कर दी। लैंप की उस गर्म और हल्की नारंगी रोशनी में उसका खूबसूरत चेहरा गुलाबी चमक रहा था। जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो मैंने देखा कि सेरेना अपना सिर झुकाए अपने पजामे को सीने से लगाए बैठी थी। मेरी तरफ एक नजर भी डाले बिना वो मेरे पास से निकल गई और बाथरूम में गायब हो गई। कमरे में फिर से गिरते पानी की आवाज गूंजने लगी जो उस खामोशी में असामान्य रूप से साफ सुनाई दे रही थी। मैं बेड पर गिर पड़ा और महसूस किया कि आज रात मेरा दिल हमेशा से कहीं ज्यादा जोर से धड़क रहा था। आज रात हमारे बीच नन्ही लिली नहीं थी। जब सेरेना बाथरूम से बाहर आई तो उसका सिर अब भी झुका हुआ था। दरवाजे की आवाज पर मैंने उधर देखा और अपनी नजरें नहीं हटा पाया। उसने पतले और हल्के पजामे पहने थे। लैंप की रोशनी में सेरेना की त्वचा पर छाई लाली साफ देखी जा सकती थी। यहाँ तक कि उसके कानों के किनारे भी गुलाबी हो गए थे, लेकिन फिर भी वो सीधे बेड की ओर चलकर आई जहाँ मैं बैठा था और बैठ गई। उसके छोटे हाथ खुद ब खुद अपने कपड़ों के किनारों से खेल रहे थे। हनी, वो एक शब्द एकदम अचानक निकला और उसने लगभग मेरे दिल की धड़कन रोक दी। मैंने ऊपर देखा और उसकी आंखों से आंखें मिलाईं। एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। तभी सेरेना ने अपना सिर उठाया और मेरी नजरों में देखा। वो अभी अभी शावर लेकर निकली थी और एक हल्की सी भीनी खुशबू अब भी उससे लिपटी हुई थी। उसका लाल छोटा चेहरा ओस जैसा और चमकता हुआ था और उसकी उन बादामी आंखों की गर्माहट खतरनाक रूप से मोहक थी, इतनी कि मेरी सांसें भी ऊपर नीचे होने लगी। हनी, अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रही तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। सेरेना ने अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखी। फिर एक पल बाद उसके चेहरे के भाव कोमल हो गए और एक मुस्कान आई। जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं आखिरकार समझ गई हूँ कि प्यार इंतजार नहीं कर सकता। मैं तैयार हूँ। बस, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी बॉडी इसे झेल पाएगी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने हाथ बढ़ाकर उसे गर्दन से अपने करीब खींचा, उसे अपनी बाहों में लिया और अपने एक्शंस को बात करने दी। इस बात का सबूत कि मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक थी। खुशी की एक रात और असीमित गर्माहट।
अगली सुबह उठना एक असली स्ट्रगल था। मैं मानता हूँ कि शायद मैंने पिछली रात कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया था। मेरी बॉडी सच में इसे महसूस कर रही थी, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे उठना ही था क्योंकि लिली को स्कूल छोड़ना था। सेरेना अभी भी मेरे बगल में चैन से सो रही थी। मैंने सावधानी से उसके होठों पर एक हल्का किस किया और फिर उस कोमलता को एक बार और छूने से खुद को रोक नहीं पाया। तभी मैं दबे पांव बाहर निकला। बॉडी भले ही विरोध कर रही थी, लेकिन हाथ पूरी तरह ईमानदार थे। मैंने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट तैयार किया। नन्ही लिली पहले से ही जाग गई थी। वो अपने छोटे बेड पर पेट के बल लेटी थी, छोटे पैर ऊपर चला रही थी और अपने तकिए पर बने कार्टून भालू को देख रही थी। जब उसने मेरे नॉक करने और अंदर आने की आवाज सुनी तो लिली ने तुरंत अपनी दोनों छोटी बाहें फैला दी और डैडी से गोद में उठाने के लिए कहने लगी। मेरे अंदर गर्माहट की एक लहर दौड़ गई। मेरी नन्ही जान सच में सबसे बेस्ट थी। हैरानी की बात ये थी कि अकेले सोने की उसकी ये पहली रात थी और वो बिना एक भी आंसू या नखरे के जाग गई। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने लिली को किंडरगार्टन छोड़ दिया। जब तक मैं वापस आया, सेरेना अभी भी सो रही थी। लगा जैसे सिर्फ मैं ही नहीं, पिछली रात में उसे भी उतना ही थका दिया था। मैंने एक सेकंड के लिए सोचा और वापस चादर के अंदर चला गया। सुबह 10 बजे जाकर हम आखिरकार घर से बाहर निकले और शंक्षी एंटरटेनमेंट की तरफ ड्राइव की। शुक्र है कि हम दोनों में से कोई भी भूला नहीं था। आज हम वहां किसी को लेने जा रहे थे। समय जल्दी बीत गया। पलक झपकते ही 3 घंटे निकल गए। शंक्षी एंटरटेनमेंट बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एमा, अन्युन और रान रान पिछले काफी समय से लॉबी में इंतजार कर रही थीं। शांत रहने वाली माँ अन्युन के उलट रन रन बार बार अपने फोन में टाइम देख रही थी। रान रान, अगर उन्होंने कहा है कि वे आएंगे तो वे आएंगे, चिंता मत करो। लेकिन अन्युन, क्या तुम्हें सेरेना को एक मैसेज करके चेक नहीं करना चाहिए? 1 से ऊपर हो गया है। रान रान परेशान हुए बिना नहीं रह सकी। उनकी सारी उम्मीदें मुझ पर और सेरेना पर टिकी थीं। अगर वे दोनों सच में नहीं आए तो वो और माँ अन्युन खत्म थे। वे दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मेरे और सेरेना के आने से पहले ही एक बिन बुलाया मेहमान वहां आ गया। ओह, क्या ये माँ अन्युन नहीं है? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? क्या आज कोई कंपनी इवेंट है? आने वाली ने बड़े साइज के चश्मे पहने हुए थे और वो अपने सामने खड़ी माँ अन्युन को नीची नजर से देख रही थी। उसकी तीखी ठुड्डी हवा में ऊंची उठी हुई थी। वो सुपीरियरिटी वाला एटीट्यूड और वो सर्जरी से सुधरा हुआ चेहरा देखकर रान रान का जी मिचलाने लगा। माँ अन्युन ने बस आने वाली को एक सपाट और बेरुखी भरी नजर से देखा और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये औरत हमेशा से उसकी राइवल रही थी। कल वाला फैन साइनिंग इवेंट इसी इंसान ने उससे छीना था। माँ अन्युन को इस बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं थी। उसे अच्छी तरह पता था कि उसे वो बुकिंग कैसे मिली थी। उस जैसी कोई भी औरत उसके समय के एक शब्द के लायक भी नहीं थी। लेकिन रान रान इसे बिना कुछ कहे जाने देने वाली नहीं थी। उसने सीधे पलटवार किया। क्या ये तुम्हारा घर है? हम जब चाहें आएं और जाएं। तुम्हें इससे क्या? अंत तक जिद्दी रहो। जब तक है तब तक मजे लो। तुम्हें वो मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। अगर पूरी कंपनी में कोई ऐसा था जो माँ अन्युन को सबसे ज्यादा गिरते हुए देखना चाहता था तो वो बिना किसी सवाल के यही चश्मे वाली औरत थी। ये उसने अपनी पुरानी राइवल को रास्ते से हटा हुआ देखकर चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान बिखेर दी। शंक्षी एंटरटेनमेंट के पास म्यूजिक की दुनिया में जो भी थोड़े बहुत रिसोर्सेज थे वे अब नेचुरली उसी की तरफ शिफ्ट होने वाले थे। जेम्स रिवर्स और सेरेना, वे यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई आइडिया नहीं। क्या कंपनी ने उनके साथ कोई डील साइन की है? उसी पल लॉबी में फुसफुसाहट शुरू हो गई, जिससे हर किसी की नजरें अनजाने में ही गेट की तरफ मुड़ गईं। दरवाजे पर मैं और सेरेना खड़े थे, एकदम शार्प फॉर्मल कपड़ों में, चेहरों पर एक प्यारी मुस्कान लिए हम दोनों आराम से लॉबी के अंदर आए। जैसे ही ये कपल सामने आया ऐसा लगा जैसे पूरी लॉबी के बाकी सभी लोग कुछ शेड्स धुंधले पड़ गए हों। आप प्रोडक्ट्स की तुलना जितना चाहे करें, लेकिन जब लोगों की तुलना होती है तो वो सच में चुभती है। इन दोनों को साथ चलते देखना आंखों को चौंधिया देने जैसा था। दोनों को सीधे अपनी ही तरफ आता देख ये ने अनजाने में एक कदम पीछे लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि वे दोनों ठीक उसके सामने रुक गए थे। फिर सेरेना ने मेरा हाथ छोड़ा, मुस्कुराई और माँ अन्युन को बड़े प्यार से ग्रीट किया। यूनियन, हम आ गए। सेरेना के उन कुछ शब्दों ने पूरी लॉबी में खलबली मचा दी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं और सेरेना यहाँ माँ अन्युन के लिए आए थे। हाल के दिनों में माँ अन्युन के साथ जो हो रहा था उसकी खबर कमोबेश सबको लग गई थी। उसके बगल में खड़ी रान रान की आंखें जैसे चमक उठीं। उस पल में रान रान की नजर में सेरेना स्वर्ग से उतरी किसी एंजल जैसी लग रही थी। उसने अपने दिल में चुपचाप ये डिक्लेयर कर दिया कि यूनियन के बाद अब सेरेना ऑफिशियली उसकी दूसरी फेवरेट इंसान है। ठीक है, पहले बिजनेस की बात कर लेते हैं। अपने सामने खड़ी इन 3 औरतों को देखकर जो पक्का लंबी बातचीत शुरू करने वाली थी, मैंने जल्दी से हस्तक्षेप किया और लॉबी के आखिरी छोर पर बने फ्रंट डेस्क की ओर बढ़ गया। सेरेना ने हल्का सा सिर हिलाया और माँ अन्युन और रन रन के साथ मेरे पीछे पीछे आई।
माँ अन्यून का दिल इस वक्त बिल्कुल भी शांत नहीं था। उसे हमेशा से यकीन था कि अगर सेरेना ने कहा है कि वो आएगी तो वो जरूर आएगी, लेकिन जब वे दोनों सच में उसके ठीक सामने आ गए तो उसे रोने की एक अजीब सी इच्छा महसूस हुई। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न रहे हों, वो कभी नहीं रोई थी। फिर भी आज सेरेना ने उसे इमोशनल कर दिया था, एक ऐसी इंसान जिससे वो सिर्फ कुछ ही बार मिली थी। शंक्षी एंटरटेनमेंट के फ्रंट डेस्क पर बैठी रिसेप्शनिस्ट ने हमारे डेस्क तक पहुंचने से बहुत पहले ही हमारे ग्रुप को देख लिया था। आखिर लॉबी में इतने सारे लोग थे, हर कोई रुककर हमें ही देख रहा था। जब तक मैं फ्रंट डेस्क पर पहुंचा, उसने कंपनी के अपर मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दिया था, मिस्टर जेम्स कृपया एक पल इंतजार करें, मैनेजमेंट अभी नीचे आ रहा है। जरूर, मैं मुस्कुराया। इस रिसेप्शनिस्ट को काम संभालना आता था। कुछ ही देर में शंक्षी एंटरटेनमेंट के एलिवेटर से दो लोग जल्दी जल्दी बाहर निकले। उनमें से एक का चेहरा देखते ही मेरे बगल में खड़ी रान रान ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। मुझे देखते ही उन दोनों के चेहरों के हाव भाव बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थे। उनमें से एक ने ठंडी हंसी के साथ सीधे मुझे एड्रेस किया, अच्छा तो ये खुद फेमस पोएटिक हैं, हमारे शंक्षी में आपके आने की क्या वजह हो सकती है? मैंने बात करने वाले को एक तिरछी नजर से देखा और कुछ नहीं कहा। इस एटीट्यूड ने दूसरे वाले को साफ तौर पर चिढ़ा दिया। उसने अपना चेहरा सख्त किया और आगे बढ़ा, जेम्स रिवर्स, तुम यहाँ असल में किस लिए आए हो? अगर तुम नहीं बताओगे तो हम सिक्योरिटी से कहकर तुम्हें बाहर निकलवा देंगे। मैंने उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपना सिर पीछे रान रान की तरफ घुमाया। पीछे से ये दो लोग इतनी गर्मी में कौन आ रहे हैं? जिसे पता न हो वो तो यही सोचेगा कि ये शंक्षी के चेयरमैन हैं। रान रान ने अपनी हंसी रोकी और तुरंत एक तीखा इंट्रोडक्शन दिया। जिसने पहले बात की वो कंपनी का हेड ऑफ ऑपरेशंस है, डायरेक्टर ल्यू। उसके पीछे वो आलू जैसी नाक वाला, वो बोर्ड मेंबर है जो सिर्फ खाने के लिए आता है और कुछ नहीं करता, मलंग। रान रान के शब्दों ने मुझे क्लियर पिक्चर दे दी। ये काफी ऑब्वियस था कि रान रान इन दोनों के बारे में बहुत अलग फीलिंग्स रखती थी। ये मलंग नाम का आदमी साफ तौर पर एक अच्छा इंसान नहीं था। डायरेक्टर लू और मलंग, यही नाम है ना? क्या आपकी कंपनी अपने गेस्ट्स के साथ ऐसा ही बर्ताव करती है? तियान शिंशी कहाँ है? उससे कहो बाहर आए और बात करे। मैं आखिरकार पोएटिक एंटरटेनमेंट का चेयरमैन हूँ। अगर रुतबे की बात करें तो मेरे सामने इन दोनों की कोई खास वैल्यू नहीं है। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मलंग के चेहरे के भाव और भी बदसूरत हो गए। तुम्हें लगता है कि तुम हमारे चेयरमैन टीएन से बात करने के लायक हो? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। उसके मुंह से शब्द निकले ही थे कि मलंग सिक्योरिटी के लिए चिल्लाने लगा और गेट पर खड़े गार्ड्स दौड़कर पास आ गए। मैंने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। उम्मीद नहीं थी कि शंक्षी एंटरटेनमेंट में ऐसा कोई बदतमीज इंसान होगा। अगर वे सच में मुझे आज बाहर निकाल देते तो ये एक ऐसी दुश्मनी होती जो आसानी से खत्म नहीं होती। जब कोई कंपनी बिजनेस के लिए अपने दरवाजे खोलती है और दूसरी कंपनी का चेयरमैन खुद वहां आता है सिर्फ इसलिए कि उसे एक जूनियर स्टाफ द्वारा बाहर निकाल दिया जाए, तो उन दो कंपनियों के पास बात करने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं बचता। रुको श्या, ये तो तुम्हारी गलती है। कोई खुद यहाँ आया है और तुम उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि लोग हम पर हंसेंगे? जैसे ही सिक्योरिटी पास आ रही थी, एलिवेटर से एक और आवाज गूंजी। हर किसी ने ऊपर देखा और शंक्षी के स्टाफ ने एक साथ पुकारा, चेयरमैन टीएन। मैंने भी उधर देखा। बाहर निकलने वाले आदमी की आंखें छोटी और संकरी थीं और उसने गोल्ड रिम चश्मा पहना था। मैंने उसकी फोटो ऑनलाइन देखी थी। ये कोई और नहीं बल्कि शंक्षी एंटरटेनमेंट के चेयरमैन टीएन शिंशी थे। मिस्टर जेम्स, मेरे लोग थोड़े बदतमीज थे, मैं माफी मांगता हूँ। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि आज आप हमारी इस छोटी सी कंपनी में किस वजह से आए हैं। टीएन शिंशी ने मुस्कुराते हुए ग्रुप के सामने आकर मुझसे आमने सामने बात की। मैंने तुरंत मुस्कुराकर जवाब दिया, चेयरमैन टीएन, आप बहुत विनम्र हो रहे हैं। अगर शंक्षी एक छोटी कंपनी है तो पोएटिक एंटरटेनमेंट तो एक तिल के बराबर भी नहीं है। मेरे यहाँ आने की वजह बहुत सिंपल है। मैं चेयरमैन टीएन के लिए कुछ पैसे लेकर आया हूँ। ये बस कोई इस अच्छी बात के रास्ते में खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। मुझे सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। शंक्षी की हॉस्पिटैलिटी में वाकई कुछ कमी महसूस हो रही है। हम दोनों ने बड़े आराम से एक दूसरे का अभिवादन किया। ये पहली बार था जब टीएन मुझसे पर्सनली मिल रहे थे। 20 साल की उम्र पार कर चुके इस नौजवान को देखकर उन्होंने मुझे एक सेकंड के लिए भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। जो कोई भी अकेले पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के खिलाफ खड़ा हो सकता है, उसे कम आंकने का नतीजा सिर्फ बुरा ही होता है। पैसे लाना, अब ये सुनने में अच्छी बात है, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि आप किस पैसे की बात कर रहे हैं। टीएन शिंशी ने अपनी नाक पर टिके गोल्ड रिम चश्मे को ठीक किया। उनकी नजर सेरेना के पास खड़ी मां अन्यून पर टिक गई। उन्हें अंदाजा था कि ये सब किस बारे में है। बेशक वे मां अन्यून की सिचुएशन से वाकिफ थे। वो बस एक छोटी आर्टिस्ट थी। उन्होंने बस अपनी आंखें मूंद ली थीं और मलंग को जो चाहे करने दिया था।
उन्हें बस ये उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी आर्टिस्ट मेरे जैसे इन्फ्लुएंशियल इंसान को अपने साथ उनके दरवाजे तक ला सकती है। चेयरमैन टीएन, ये बातचीत के लिए सही जगह नहीं है, क्यों ना हम बैठकर बात करें? सही सही, बिल्कुल सही। मेरा दिमाग देखिए, उम्र हो रही है और मैं अपने मैनर्स भूल रहा हूँ। आइए कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं। इसके साथ ही टीएन एक वार्म स्माइल के साथ मुझे और बाकी सबको एलिवेटर की तरफ ले गए। मेरे चेहरे पर भी उतनी ही वार्म स्माइल थी। हम दोनों पुराने दोस्तों की तरह चलते और बातें करते रहे। जिसे पता न हो वो यही सोचता कि ये दोनों बिछड़े हुए साथी हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचते ही सब अपनी सीटों पर बैठ गए। टियान शिंची फिर से बोले, ठीक है फिर चेयरमैन जेम्स, अब आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा अच्छा बिजनेस है जिसके लिए चेयरमैन जेम्स को खुद आना पड़ा? खैर, आपने अच्छा सवाल पूछा। मेरी वाइफ आपकी कंपनी की आर्टिस्ट माँ अन्यून की क्लोज फ्रेंड है। हमने सुना है कि माँ अन्यून का यहाँ वक्त कुछ खास अच्छा नहीं बीत रहा है और नेचुरली मेरी वाइफ बस तमाशा नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं यहाँ माँ अन्यून को अपने साथ ले जाने आया हूँ। जो भी पेनल्टी होगी मैं उसे पूरा कवर करूंगा। कैसा रहेगा? यकीनन चेयरमैन टीएन इस तरह की डील को मना नहीं करेंगे। उन शब्दों के बाद कॉन्फ्रेंस रूम में थोड़ी खामोशी छा गई। सरीना का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। माँ अन्यून के होंठ हैरानी में खुल गए। रान रान ने अपनी हंसी रोकी। ये है कैसा तर्क था? मलंग और डायरेक्टर लू को बस ऐसा लगा जैसे मैं दिखावा कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें इसका मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं मिला। टीएन मन ही मन गालियां दे रहे थे। उन्हें लगा कि मैं उस टाइप का हूँ जो उनके कम पढ़े लिखे होने का फायदा उठा रहा है। ऐसी फॉर्मल और बनावटी बातें कर रहा हूँ जो ऊपर से कोमल लेकिन अंदर से तीखी और सुनने में बहुत असहज थी। चेयरमैन जेम्स, आप बस कुछ शब्दों के दम पर किसी को ले जाना चाहते हैं, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? टीएन ने अपनी मुस्कान छोड़ दी। उनकी छोटी आंखें मुझ पर टिक गईं। चेयरमैन टीएन, क्या ये दोनों तरफ के लिए अच्छी डील नहीं है? आप पैसे लीजिए, मैं इंसान ले जाता हूँ। हम इसे अपनी तरफ से यूनिलेटरल ब्रीच मानेंगे। जो भी पेनल्टी है, ऐसा नहीं है कि आप खाली हाथ जा रहे हैं। मैंने टियान शिंची की नजरों से नजरें मिलाई। एक्सप्रेशन एकदम स्थिर थे, बिना किसी घबराहट के। चूंकि चेयरमैन जेम्स खुद आए हैं तो मुझे कुछ सम्मान तो दिखाना ही होगा। पेनल्टी 20 मिलियन है। चेयरमैन जेम्स, ध्यान से सोच लीजिए, क्या एक थर्ड ईयर आर्टिस्ट सच में इस कीमत के लायक है? एक छोटे से पॉज के बाद टीएन फिर से मुस्कुराए। उनकी टोन में हल्का सा मजाक था। कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल एक बार फिर हल्का हो गया। उन शब्दों को सुनकर माँ अन्यून ने एक सेकंड के लिए मेरी तरफ देखा, फिर अपनी नजरें टीएन शिंशी पर टिका दी। 20 मिलियन। विडंबना ये थी कि वो पहले ही शेंगशी को 20 मिलियन से कहीं ज्यादा कमा कर दे चुकी थी और फिर भी अंत में वो अपनी खुद की पेनल्टी के लिए 20 मिलियन तक नहीं जुटा पा रही थी। इसके अलावा उसे यहाँ बैठकर उन्हीं लोगों से बेइज्जत होना पड़ रहा था जो उसका खून चूस रहे थे। चेयरमैन टीएन को इस बारे में खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि माँ अन्यून वक्त आने पर चेयरमैन टीएन को खुद साबित कर देगी कि आज आपका जजमेंट थोड़ा गलत रहा। चेयरमैन टीएन, कृपया कॉन्ट्रैक्ट बाहर लाइए। मैंने धीरे और सलीके से बात करते हुए अपनी आंखें टीएन शिंची पर टिकाए रखी। मेरा वो कॉन्फिडेंस देखकर टीएन की पहले से ही छोटी आंखें और भी संकरी हो गईं। खैर, चूंकि चेयरमैन जेम्स इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो मना करना ज्यादती होगी। जैसे ही टीएन शिंची बोले, उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को माँ अन्यून का कॉन्ट्रैक्ट लाने का निर्देश दिया। चेयरमैन टीएन, हम बस ऐसे ही। टीएन शिंची के बगल में बैठे मलंग ने जब देखा कि चेयरमैन की सेक्रेटरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाहर जा रही है तो वो पैनिक करने लगा। उसने टीएन शिंची को समझाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन टीएन ने उसे एक तीखी और गुस्से भरी नजर से चुप करा दिया। ये देखकर कि टीएन सच में गुस्से में है, मलंग तुरंत पीछे हट गया। बगल में बैठा मैं ये पूरा सीन शांति से मजे लेते हुए देख रहा था और एक छोटी मुस्कान के बाद फिर से बोला, चेयरमैन टीएन, मैं पर्सनली आपकी काफी इज्जत करता हूँ। बस बात यह है कि आपकी कंपनी के कुछ बोर्ड मेंबर्स सच में निराशाजनक हैं। टीएन ने अपनी छोटी आंखें सिकोड़ी और मुझे एक सपाट और नपी तुली नजर से देखा। उनकी मुस्कान में जो भी गर्माहट थी वो अब जा चुकी थी। हमारी कंपनी के इंटरनल मैटर्स। चेयरमैन जेम्स को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए बस कंधे उचका दिए। कुछ ही देर में सेक्रेटरी वापस आई और कॉन्ट्रैक्ट टीएन शिंची के सामने रख दिया। टीएन ने उसे सरसरी तौर पर देखा, फिर मेरी तरफ देखा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है, देख लीजिए। मुझे चेयरमैन टीएन की ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। हनी, पेमेंट ट्रांसफर कर दो। मैंने अपनी उंगलियां आपस में फंसाई और कॉन्ट्रैक्ट चेक करने की कोई कोशिश नहीं की। जब एक पक्ष अपनी मर्जी से जा रहा हो तो आपको बस पेमेंट करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट फाड़ो और आप जब चाहे जा सकते हैं। इतनी बात पर तो शेंशी एंटरटेनमेंट भी चालाकी करने की हिम्मत नहीं करेगा और शेंशी एंटरटेनमेंट के पास चालाकी करने की कोई वजह भी नहीं थी, क्योंकि वे कुछ खो नहीं रहे थे। ये उनके लिए शुद्ध मुनाफा था, बिना किसी शर्त के। सरीना ने अपना फोन निकाला, कुछ बार टैप किया, फिर मुझे हल्का सा सिर हिलाकर इशारा किया। कुछ ही देर बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई अंदर आया और टियान शिंशी के पास झुककर धीरे से बोला,
चेयरमैन टियन, हमारे कॉर्पोरेट अकाउंट में अभी पोएटिक एंटरटेनमेंट से एक ट्रांसफर आया है, पूरे 20 मिलियन, 1 सेंट भी कम नहीं। ये सुनकर तियानचिन की छोटी आंखें और भी ज्यादा सिकुड़ गईं, जब तक कि उसके चेहरे पर सिर्फ 2 छोटे डॉट्स नहीं रह गए। उसने टेबल के उस पार कॉन्ट्रैक्ट को मेरी तरफ सरका दिया। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट देख लो। मैंने उसे उठाया और सीधे म्याऊ अनयून की ओर बढ़ा दिया। चेक करो और देखो कि क्या ये तुम्हारा ही है। म्याऊ अनयून ने अपने होंठ चबाए, मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहले से ही चमक थी। बस एक बार देख लो, एक बार ये हो जाए, फिर हम घर चल रहे हैं। सेरेना ने धीरे से उसके हाथ को थपथपाया और कोमलता से कहा। म्याऊ अनयून ने उस पर हल्का सा सिर हिलाया और कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। उसे पलट कर देखा, फिर चुपचाप कहा, ये मेरा ही कॉन्ट्रैक्ट है। परफेक्ट। मैंने सिर हिलाया, फिर वापस तियान शिनशी की ओर देखा। पहला मामला सुलझ गया। अब दूसरी बात करते हैं। जेम्स रिवर्स, क्या तुम अभी सीरियस हो? माल्यांग बस मुश्किल से खुद को काबू में कर पा रहा था, और जैसे ही उसने सुना कि कुछ और भी है, वो वहीं का वहीं भड़क गया। वो अब और खुद को नहीं रोक सका। वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और गुस्से से दहाड़ा। यहाँ तक कि तियानची, जो पूरे समय शांत रहा था, अब उसके चेहरे पर भी ऐसे भाव थे जो सुखद नहीं थे। उसकी भौहें तन गईं। चेयरमैन गू, सम्मान वो चीज है जो हम एक दूसरे को देते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि अपनी किस्मत को ज्यादा ना आजमाएं। हाँ, आराम से चेयरमैन तियान। ये दूसरा मामला एक छोटी सी बात है। बात बस इतनी है कि ये छोटी असिस्टेंट रैन रैन, उसे भी आपकी कंपनी की कर्मचारी होना चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी हमेशा म्याऊ अनयून के साथ रही है। क्यों ना हमें एक फेवर करें चेयरमैन तियान, और उसे भी मेरे हवाले कर दें। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, बाकी सब ने अपना संयम बनाए रखा, लेकिन रैन रैन पूरी तरह से जम गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके जैसा छोटा और महत्वहीन कोई व्यक्ति तियान शिनशी के सामने मेरे लिए आवाज उठाएगा। भले ही उसके कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी कोई बड़ी रकम नहीं थी, फिर भी ये उस पर भारी असर डालने के लिए काफी थी। वो अपने दांत भींचकर खुद पेनल्टी भरने के लिए तैयार थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इसे पहले उठाऊंगा। अब अनयून भी एक पल के लिए दंग रह गई, फिर जल्दी से दबी आवाज में कहा, चेयरमैन गू, रैन रैन की पेनल्टी, मैं इसे कवर करूंगी। लेकिन मैंने अपना हाथ म्याऊ अनयून की ओर हिलाया और अपनी आंखें तियान शिनशी पर टिकी रखी। मेरी बात सुनने के बाद तियान शिनशी के हाव भाव सामान्य हो गए। वो फिर मुस्कुराया। चेयरमैन गू, ऐसा कहना मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह नहीं है। वो सिर्फ एक 3rd टियर सिंगर की छोटी असिस्टेंट है। इसे एक गिफ्ट समझें। सेक्रेटरी चेन, जाइए इस छोटी असिस्टेंट का कॉन्ट्रैक्ट ले आइए और चेयरमैन गू के लिए बाहर लाइए। सेक्रेटरी चेन ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। बस एक पल में वो एक और कॉन्ट्रैक्ट के साथ लौटा। इस बार उसने इसे सीधे मुझे थमा दिया। इस तरह के मामूली कर्मचारी के लिए क्या वे ध्यान देने योग्य हैं? सिर्फ तियान शिनशी ही नहीं, यहाँ तक कि उसके सेक्रेटरी ने भी उसके बारे में 2 बार नहीं सोचा। रैन अब पूरी तरह से अवाक थी, तो उसके सामने के लोगों के लिए वो कोई ऐसी थी जो अपना नाम बोले जाने के लायक भी नहीं थी। कितना ज्यादा है। फिर मैं इसे शालीनता से स्वीकार करूंगा। आज आपके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद चेयरमैन तियान। फिर मिलने तक। मुझे उम्मीद है कि हमारी अगली मुलाकात भी उतनी ही सुखद होगी। मैं खड़ा हुआ और मुस्कुराहट के साथ विदा ली। आज चेयरमैन गू से मिलना काफी बड़ी बात थी। जवानी वाकई एक शानदार चीज है। हालांकि मेरे पास काफी कुछ काम है, इसलिए मैं आपको बाहर छोड़ने नहीं आऊंगा। तियानची भी खड़ा हो गया, मुस्कुराहट लौटाते हुए। मैंने सिर हिलाया। सेरेना का हाथ फिर से थामा और म्याऊ अनयून और रैन रैन को साथ लेकर हमारा ग्रुप पूरे आत्मविश्वास के साथ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया। चेयरमैन तियान, वो बहुत ज्यादा घमंडी था। हमें उसे इतना सम्मान क्यों देना पड़ा? जैसे ही मेरी आकृति नजर से ओझल हुई, माल्यांग का चेहरा लोहे की तरह सख्त हो गया। उसने तियान शिनशी की ओर देखा, नफरत से जलते हुए। बेकार। उसे रोकने के लिए तुमने आखिर क्या इस्तेमाल किया होता? क्या तुम देख नहीं सकते कि उस आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है? मैं तुम्हें साफ साफ बता सकता हूँ, अगर तुमने आज उसे बाहर फेंक दिया होता तो तुम कल भी अपनी पूंछ दबाकर किसी को उसके हवाले कर रहे होते। तियानची, जिसके मन में इस चापलूस माल्यांग के लिए कभी नरम कोना था, अब ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वो उसका गला घोंट सकता है। सम्मान खोना एक छोटी बात थी, अपनी साख खोना वो था जो वास्तव में मायने रखता था। उसने कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे की ओर देखा। उसकी छोटी आंखों की रोशनी कुछ न समझ आने वाली चीज के साथ चमक रही थी। क्या हस्ती है। मैंने पहले उसे कम आता था, इस बार उस बूढ़े लोमड़ लियू गाओ को आखिरकार अपना जोड़ मिल गया है। मेरी किस्मत अच्छी है कि वो फिल्म और टेलीविजन में नहीं है, वरना मेरी भी नींद उड़ जाती। आज उसके साथ इस संक्षिप्त टकराव ने मुझे दिखाया कि वो इंडस्ट्री द्वारा दिए गए क्रेडिट से भी कहीं ज्यादा दमदार है। सिर्फ टैलेंट में ही नहीं, उसके साहस और प्रेजेंस में भी रत्ती भर की कमी नहीं है। एक बार जब इस तरह का युवा लोमड़ पूरी तरह से उभर जाएगा,
वो एक ऐसी ताकत होगा जो कभी थमेगी नहीं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि क्या चाइना की अल्टीमेट वॉइस उसे उसकी जगह दिखा सकती है। अगर वो नहीं कर सकी तो तियान में सच में खतरे में है। तियान शिनशी ने अपनी नजर दरवाजे पर टिकी रखी, चुपचाप खुद से बात करते हुए। उन शब्दों ने माल्यांग को चौंका दिया। हम तियान में की बात कर रहे हैं, शांगशी के समान स्तर का एक दिग्गज, और इसके लिए बस वो एक बच्चा काफी है। नीचे जाते समय हम में से किसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। म्याओ अनयून के मन में साफ तौर पर कुछ चल रहा था, लेकिन हर बार जब शब्द उसके होठों तक आते वो उन्हें बाहर नहीं निकाल पाती थी। मैंने और सेरेना दोनों ने नोटिस किया। मैंने इस बारे में सोचा और म्याओ अनयून से कहा, ज्यादा मत सोचो, आज तुम्हें अपने साथ लाने का कारण, हाँ, आंशिक रूप से मेरी वाइफ की वजह से, लेकिन इसलिए भी क्योंकि पोएटिक एंटरटेनमेंट को वास्तव में लोगों की जरूरत है और तुम्हारा टैलेंट खुद बोलता है। हमें तुम पर विश्वास है और हमें विश्वास है कि पेनल्टी की भरपाई करने में तुम्हें कंपनी के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए ऐसा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम हमारी कर्जदार हो। ये इस तरह काम नहीं करता है। जैसे ही हम लिफ्ट से बाहर निकले, ग्राउंड फ्लोर लॉबी का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। वहां मौजूद हर किसी ने तियान शिनशी को व्यक्तिगत रूप से हमें ऊपर बुलाते हुए देखा था। अब मैं म्याओ अनयून के साथ वापस बाहर जा रहा था। नतीजा साफ देखा जा सकता था। या का चेहरा विशेष रूप से खराब दिख रहा था। वो म्याओ अनयून को बाहर धकेलना चाहती थी। बस ऐसा नहीं, वो केवल म्याओ अनयून को टूटते हुए देखना चाहती थी, न कि उसे इस तरह बाहर निकलते हुए जैसे उसकी जैकपॉट लग गई हो। जैसे ही हमारा ग्रुप उसके पास से गुजरा, रैन, जो कुछ पल पहले तक सदमा महसूस कर रही थी, उसने उसे देखा और फिर से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसे चिढ़ाया, फिर अपना सिर ऊंचा करके चल दी। या के हाव भाव देखकर रैन को अंदर से बहुत अच्छा महसूस हुआ। भले ही वो बिना नाम की कोई मामूली इंसान थी, फिर भी वो इस महिला से कहीं बेहतर थी। बाहर से पूरी चमक धमक, अंदर से सड़ी हुई। सांक्षी एंटरटेनमेंट की बिल्डिंग के बाहर सुनहरी धूप फिर से हम पर पड़ी। मैंने अनजाने में ही एक लंबी और गहरी सांस ली। इन सभी पुराने लोमड़ों से निपटना सच में गाना लिखने से ज्यादा थका देने वाला था। म्याओ अनयून थोड़ी हैरान सी लग रही थी। जिस पल से उसे उन अनकहे नियमों, अनस्पोकन रूल्स का सामना करना पड़ा था, उसने अपने मन में अनगिनत परिणामों के बारे में सोच लिया था। सबसे अच्छा परिणाम जो वो सोच सकती थी वो था खुद पर्याप्त पैसे कमाना, पेनल्टी भरना और फिर चुपचाप साधारण जीवन में वापस लौट जाना, दुनिया से बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाना। आखिरकार सांक्षी एंटरटेनमेंट से दुश्मनी लेने के बाद इंडस्ट्री की कौन सी मीडियम या छोटी कंपनी उसे अपने पास रखने की हिम्मत करती। और रही बात तियान एंटरटेनमेंट या यिनहाई एंटरटेनमेंट जाने की, तो क्या वो सांक्षी से कुछ अलग होता? हर कोई जानता था कि तीनों बड़े दिग्गजों के कॉन्ट्रैक्ट्स कमोवेश एक जैसे ही थे। ये सोचकर उसने फिर से मेरी और आगे चल रही सेरेना की ओर देखा। उसकी आंखों में एक शांत कोमलता उभर आई। ये वे ही थे जिनके अटूट संकल्प ने उसे वहां से बाहर निकाला था, जिन्होंने उसकी बची कुची गरिमा को बचाए रखा था। इसलिए भले ही मैंने उसे जो कॉन्ट्रैक्ट दिया वो सबसे खराब डील ही क्यों न निकले, उसने उसे साइन करने का मन पहले ही बना लिया था। कम से कम उसे विश्वास था कि पोएटिक एंटरटेनमेंट में इस तरह के अनकहे नियम कभी नहीं होंगे। यूनियन, चलो पहले तुम्हारा सामान ले आते हैं। सेरेना जो आगे चल रही थी अचानक रुकी और म्याओ अनयून के साथ चलने के लिए पीछे मुड़ी। उसकी खूबसूरत आंखों में गर्म मुस्कुराहट थी जब उसने पूछा, जरूर, ये ज्यादा दूर नहीं है, बस आगे ही है। रैन और मेरे पास बस कुछ कपड़े हैं, हमने पहले ही सब कुछ पैक कर लिया है। सेरेना की मुस्कुराहट की गर्माहट में म्याओ अनयून बस एक पल के लिए रुकी, फिर उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। म्याओ अनयून और रैन का सामान वाकई बहुत कम था। सब कुछ 2 छोटे सूटकेस में आ गया। उन्हें बिना किसी परेशानी के लोड कर दिया गया। लेकिन जिस कमरे में वे रह रही थीं, उसे देखकर मुझे और सेरेना दोनों को अनचाहे में ही गुस्सा आ गया। मैं इसके बारे में मन ही मन बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। सांक्षी एंटरटेनमेंट वाकई दिन ब दिन और भी ज्यादा बेशर्म होता जा रहा था। इतनी टैलेंटेड सिंगर और उन्होंने उसे ऐसी जगह रखा था जो असल में एक स्टोर रूम जैसा था। नए गानों के शोकेस में म्याओ अनयून की काबिलियत हर किसी को साफ दिख रही थी। अगर वो पोएटिक एंटरटेनमेंट में होती तो उसे किसी खजाने की तरह रखा जाता। हमने बैग्स लोड किए और गाड़ी आसानी से पोएटिक एंटरटेनमेंट की ओर चल पड़ी। मैं पूरे रास्ते ड्राइव करता रहा, जबकि पीछे बैठी तीनों महिलाएं बिना रुके ऐसे गप्पे मार रही थीं जैसे सालों बाद मिली पुरानी बहनें हों। खासकर रैन। मुझे बार बार लग रहा था कि वो और मियाँ एक ही मिट्टी की बनी है। वे दोनों कहीं लंबे समय से बिछड़ी हुई बहनें तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी बात थी। पोएटिक एंटरटेनमेंट दिन ब दिन और जीवंत होता जा रहा था। पोएटिक एंटरटेनमेंट वापस पहुंचने पर रिसेप्शनिस्ट ली वेंजिंग पूरी तरह से दंग थी। उसने आज वाकई कुछ ऐसा देखा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था,
और वो पहले से कहीं ज्यादा आभारी महसूस कर रही थी कि वो पोएटिक एंटरटेनमेंट में आई, क्योंकि ठीक उसके सामने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सुखद मुस्कान के साथ बैठा था। ऑडिशन के लिए आए हैं? क्या जेम्स अभी ऑफिस में नहीं है? किंग लू, मिस्टर जेम्स ने कहा है कि वो जल्द ही यहाँ होंगे। आप लाउंज में इंतजार कर सकते हैं। जरूर। किंग लू मुस्कुराया और मान गया और ली वेन जिंग के पीछे लाउंज की ओर चल दिया। जब लाउंज का दरवाजा खोला गया तो वहाँ पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। उन्हें देखकर किंग लू की आंखों में हल्की हैरानी हुई, फिर जल्दी ही एक मुस्कुराहट वापस आ गई। हाँ, कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों भी यहाँ होगे। वो बच्चा जेम्स, वो सच में पूरी एंटरटेनमेंट की दुनिया को उलट पुलट करने की कोशिश कर रहा है। भाई लू, आप खुद यहाँ आ गए और आप हमारे बारे में बात कर रहे हैं। लाउंज के अंदर मिया, जो चाय परोस रही थी, उसने महसूस किया कि उसकी पलकें अनचाहे में फड़क रही हैं। इससे पहले जब मैंने कहा था कि 3 दिग्गज नाम कंपनी में शामिल हो रहे हैं, तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे ये होंगे। सु जियो चेन, लियू रुइंग, किंग लू, ये सच में दिग्गज नाम थे। लेकिन भला मैंने उन तीनों को उनके अपने स्टूडियो से अलग यहाँ लाने में कैसे कामयाबी हासिल की? क्योंकि उसके सामने मौजूद तीनों लोग अपने अपने स्टूडियो चलाते थे। वे हर कोई अपने बॉस खुद थे और उनके कुछ काम तो पोएटिक एंटरटेनमेंट से भी बड़े थे, और फिर भी वे स्वेच्छा से पोएटिक एंटरटेनमेंट में शामिल होने के लिए आए थे। ये वाकई विश्वास करना मुश्किल था। किंग लू हंसा और सोफे पर बैठ गया, दूसरे 2 लोगों की ओर देखते हुए। मैं क्या कह सकता हूँ? जेम्स ने जो ऑफर दिया उसे ठुकराना असंभव था। आप दोनों के लिए भी यही था, है ना? हा 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 हा, सच है। जियो चेन ने एक बढ़ा चढ़ाकर हंसी निकाली। लू रुइंग मुस्कुराई और सहमति में सिर हिलाया। अगर इस इंडस्ट्री में कोई भी इन तीनों को एक कमरे में ला सकता था तो वो केवल एक ही व्यक्ति था, और वो वही था। वो लड़का जेम्स हमें आने के लिए कहता है और फिर खुद गायब हो जाता है। जब वो वापस आएगा तो मैं उसे खरी खोटी सुनाऊंगा। आह भाई लू, मैं वापस आ गया हूँ, है ना? मुझे वाकई किसी जरूरी काम से जाना पड़ा था, क्योंकि आप बड़े दिल वाले बड़े आदमी हैं। अपने छोटे भाई को थोड़ी राहत दे। किंग लू की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरी आवाज दरवाजे से गूंजती हुई आई। मेरे साथ जाहिर है सेरेना और म्याऊ अनयून थीं। रैन ठीक पीछे थी। जैसे ही उसने अंदर के लोगों को देखा, उसके हाव भाव तुरंत वैसे ही बदल गए जैसे मिया के थे। बोलते ही हाजिर। किसी के बारे में एक शब्द कहो और वो सामने आ जाता है। किंग लू ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और मुझे दरवाजे से अंदर आते हुए देखा। चियाओ चान के चेहरे पर भी उतनी ही मजेदार मुस्कान थी जब उन्होंने नए आने वालों को देखा और कहा, जेम्स, सेरेना और म्याऊ अनयून। खैर, ऐसा लगता है कि न्यू सॉन्ग शोकेस की लगभग पूरी टीम यहाँ है। मैं मुस्कुराया और वहाँ मौजूद हर किसी को देखा। मेरा दिल अब उत्साह से भर गया था। आखिरकार मैं चैन की सांस ले सकता था। पोएटिक एंटरटेनमेंट में इन लोगों के साथ मैं बिना पीछे हटे अपना सब कुछ लगा सकता था। किंग लू, लियू रुइंग, सु जियो चेन, सेरेना, म्याऊ अनयून मिलकर एक नया बिग 4 बना रहे थे और उनका साथ दे रही थी फन जियो जियो और ये शुहान जैसी दमदार जोड़ी। यहाँ तक कि वो छोटी असिस्टेंट भी अपने आप में एक ताकत थी। इसमें पिछले कुछ दिनों से भर्ती किए गए नए टैलेंट को भी जोड़ दें। हम तैयार थे। हम पूरी तरह से तैयार थे। हाँ, अब जब सब यहाँ हैं तो चलिए उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करते हैं। डायरेक्टर यांग कहाँ है? जल्दी दरवाजा बंद कर दो इससे पहले कि कोई भाग जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने जबरदस्त लाइनअप को कैसे बयां करूं। मैं इतना रोमांचित था कि मेरी भौहें लगभग चेहरे से ऊपर उठ गई थीं। जब मैं जोर से हंसा, तुम अभी भी एक कंपनी के चेयरमैन हो, तुम्हें पता है ना? क्या तुम्हें ऐसा होना जरूरी है? एंजेला थोड़ा स्टाइल के साथ देर से आई। कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से ही प्रिंटेड और हाथ में थे। यहाँ हर कोई परिवार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन चेयरमैन है। आप सभी यहाँ चेयरमैन हैं। मैं तो बस चाय परोसने वाला हूँ। मैंने बात को टाल दिया और एंजेला के हाथों से कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर उन्हें पलटने लगा। फिर मैंने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। ये अच्छे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लिखे गए हैं, ये चलेगा। इस कंपनी के भविष्य के स्तंभ, एक नजर डालिए। जैसे ही मैंने बात की, मैंने एक एक करके सभी को कॉन्ट्रैक्ट्स थमा दिए। यहाँ तक कि सेरेना को भी एक कॉपी मिली। कुछ किया नहीं जा सकता था। भले ही वो बॉस की वाइफ थी, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसे सेरेना ने खुद मांगा था। वो अपने आप में एक असली कलाकार थी। एक बार जब चीजें आधिकारिक हो गईं तो सब जम गए। उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए और उन्हें ध्यान से पढ़ना शुरू किया। सच तो ये है कि जियो चेन, लियू रुइंग और किंग लू के आने के लिए तैयार होने का कारण ये था कि मैंने उन्हें एक ऐसी वजह दी थी जिसे वे मना नहीं कर सकते थे। उनके पास एक्सपोजर की कमी नहीं थी। उनके पास कमी थी तो गानों की, वाकई महान गाने जो सिर्फ उनके हों। और यही वो कार्ड था जो मैंने उन तीनों को अपनी तरफ करने के लिए खेला था। लाउंज में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया।
हर कोई खामोशी से अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे पढ़ते गए उनके चेहरों की मुस्कान और चौड़ी होती गई। जो दूसरों से अलग थी वो थी म्याओ अनियून। जैसे ही उसने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, उसकी आंखें शुद्ध सदमे से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट दुनिया की कोई भी दूसरी एंटरटेनमेंट कंपनी कभी ऐसा ऑफर नहीं देती। समय की कोई पाबंदी नहीं, कोई पेनल्टी फीस नहीं, यहाँ तक कि कंपनी छोड़ना भी पूरी तरह से बेरोक-टोक था। ये लगभग किसी भी सामान्य कंपनी के स्टैंडर्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जैसा लग रहा था। 1 महीने के नोटिस के साथ इस्तीफा दें और समय पूरा होने पर आप जाने के लिए स्वतंत्र थे। जेम्स, मैं जानता हूँ कि तुम हमारा भला सोच रहे हो, लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे लिए थोड़ा ज्यादा नुकसानदेह नहीं है? दुनिया की कोई भी एंटरटेनमेंट कंपनी ऐसा कुछ साइन करने की हिम्मत नहीं करेगी। किंग लू ने अब उसने आखिरी पेज खत्म कर लिया था। उसने कॉन्ट्रैक्ट बंद किया, एक ऐसी मुस्कान के साथ ऊपर देखा जिसमें सच्ची गर्माहट का एहसास था, और कहा, यही बात आप सभी पर भी लागू होती है। गलत मत समझिए, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। आगे चलकर पोएटिक एंटरटेनमेंट का हर एक आर्टिस्ट इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऊपर उठाया और उसे हल्का सा हवा में लहराया। सुनिए, मेरा मानना है कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट से बांधने की कोशिश करना सबसे बेवकूफी भरी चीज है जो एक कंपनी कर सकती है। अगर कंपनी वाकई रुकने के लायक है तो एक फ्री कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद मुझे भरोसा है कि आप रुकना ही चुनेंगे। और अगर कंपनी इसके लायक नहीं है तो भले ही आप सब यहाँ हो, कोई भी अपना दिल लगाकर काम नहीं करेगा। और अगर मैं थोड़ा घमंडी होकर कहूँ तो बाहर की हर एंटरटेनमेंट कंपनी में से शायद मुझसे ज्यादा भरोसेमंद कोई नहीं है। उस तरह के आत्मविश्वास ने कमरे में मौजूद हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, यहाँ तक कि किंग लू की आंखों में भी एक शांत और साफ सम्मान झलक रहा था। और हाँ, जिस तरह से अभी चीजें थीं, मैं अकेला था जिसने ये शब्द कहने का हक कमाया था। सिर्फ मेरा टैलेंट ही था जिसने मुझे बिना झिझके ये सब कहने की ताकत दी थी। अच्छा है, मैं पोएटिक एंटरटेनमेंट में आगे आने वाले समय के लिए वाकई उत्साहित हूँ। मिस्टर जेम्स, पोएटिक एंटरटेनमेंट में शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात है। किंग लू ने अपना पेन उठाया और कॉन्ट्रैक्ट पर अपने नाम के साइन कर दिए। फिर वो खड़ा हुआ, मेरी तरफ चलकर आया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। भाई लू, पोएटिक एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। एक दूसरे में ही मत खो जाइए। मिस्टर जेम्स, हमारा क्या आप भूल गए कि हम भी यहाँ हैं? चियाओ चान ने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन कर दिया था और जब हम हाथ मिला रहे थे तो उसने हमें चिढ़ाया। लियू रुइंग ने भी साइन कर दिए थे और एक प्यारी मुस्कान के साथ हमारी ओर देखा। जब से मैं वापस आया था, मेरे चेहरे की मुस्कान एक बार भी कम नहीं हुई थी। मैं हंसा। मैं कैसे भूल सकता हूँ? आप में से कोई भी बचकर नहीं जा रहा है। आप सभी का पोएटिक एंटरटेनमेंट में स्वागत है। वे तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर हर किसी ने मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी थमा दी और दूसरी अपने पास रख ली। अब तक सिर्फ म्याओ अनियून ने साइन नहीं किए थे। हर किसी की निगाहें अनजाने में उसकी ओर मुड़ गईं। वे उस पर जाकर टिकीं। उसके बगल में खड़ी रैन रैन घबराहट के मारे बेहाल हो रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि यूनियन क्या सोच रही है। अगर वो उसकी जगह होती और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट सामने होता तो टेबल पर आते ही वो तुरंत साइन कर देती। ये नोटिस करते हुए कि मैं भी उसे उत्सुकता से देख रहा हूँ, म्याओ अनियून ने अपने होंठ चबाए। मिस्टर जेम्स, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में एक बदलाव करने की जरूरत है। उन शब्दों ने कमरे में मौजूद हर किसी की भौहें अनचाहे में सिकोड़ दी। उनमें से किसी को समझ नहीं आया कि म्याओ अनियून इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को बदलने की मांग क्यों कर रही है। ये लड़की क्या सोच रही थी? सिर्फ मुझे और सेरेना को थोड़ा अंदाजा था कि म्याओ अनियून का क्या मतलब है। इससे पहले कि मैं जवाब देता, म्याओ अनियून फिर से बोली, कम से कम जो पेनल्टी आपने मेरे लिए भरी है उसे इसमें जोड़ा जाना चाहिए, उसका हिसाब रखा जाना चाहिए। जब वो वापस चुका दी जाए उसके बाद बाकी कॉन्ट्रैक्ट सामान्य रूप से चलेगा। जिन लोगों को अभी तक पूरी कहानी नहीं पता थी वे सभी उत्सुकता से म्याओ अनियून की ओर देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई कहानी है। मैंने इस पर विचार किया। जब मैंने म्याओ अनियून की आंखों में एक शांत निश्चय देखा तो मैंने आखिरकार पेनल्टी के बारे में बात की। पेनल्टी के लिए चलिए एक अलग एग्रीमेंट तैयार करते हैं। जब आप इसे चुकाने के लिए तैयार महसूस करें तब चुका दीजिएगा। कोई जल्दी नहीं है। जहाँ तक इस कॉन्ट्रैक्ट की बात है, ये वैसा ही रहेगा जैसा है। दोनों चीजें अलग हैं। इस कंपनी के हर कलाकार को एक ही स्टैंडर्ड पर रखा जाएगा। ये सुनकर म्याओ अनियून ने आखिरकार चैन की सांस ली। उसने अपना पेन उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने नाम के साइन कर दिए। ये वही नतीजा था जो म्याओ अनियून सबसे ज्यादा चाहती थी। उसने जो खोया था वो उसे अपनी मेहनत से वापस कमाएगी। मैंने और सेरेना ने जो दयालुता दिखाई थी वो व्यक्तिगत थी। वो इसे अपने दिल में रखेगी, लेकिन कंपनी के मामलों को अलग रखने की जरूरत थी। अब जब सभी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए हैं, मिस्टर जेम्स, अगला कदम क्या है? सब कुछ सुलझते देख सू जियोचेन बोल पड़ा। पुराने सू, ईमानदारी से कहूँ तो अभी हमें आपकी जरूरत नहीं है।
बस थोड़े समय के लिए धैर्य रखें, आपका समय आएगा। चाइना अल्टीमेट वॉइस के इस राउंड में मैं इस इंडस्ट्री की हर दूसरी कंपनी को एक बहुत गंभीर सबक सिखाने जा रहा हूँ। ये म्यूजिक वर्ल्ड के इतिहास को बदलने वाला है। हाँ, मुझे ये पसंद आया। शुआ चिन ने मुझे इस तरह देखा और आगे क्या होने वाला है इसे लेकर वो और भी उत्साहित महसूस करने लगा। उसे लग रहा था कि ये कुछ ऐसा होने वाला है जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। अगले कुछ दिनों में हर कोई अपनी भूमिकाओं में व्यस्त हो गया। सेरेना और मैं हर दिन ऑडिशन में बिजी थे। दुर्भाग्य से बहुत कम नए कलाकार आगे बढ़ पा रहे थे। सेरेना और मैं खुद मंझे हुए प्रोफेशनल कलाकार और सॉन्ग राइटर थे, इसलिए ऑडिशन रूम में हमारे स्टैंडर्ड स्वाभाविक रूप से बहुत ऊंचे थे। इसके अलावा पोएटिक एंटरटेनमेंट के लिए मेरा विजन एक बुटीक ऑपरेशन का था, हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान देना। इसलिए कई दिनों के लगातार ऑडिशन के बाद केवल मुट्ठी भर लोग ही पास हो पाए थे। बिना एहसास हुए शुक्रवार फिर से आ गया था। जहां तक सु जियोचेन और दूसरों के पोएटिक एंटरटेनमेंट में शामिल होने की बात है, कंपनी ने इसे गुप्त रखने का बेहतरीन काम किया था। बाहर किसी को भी अभी तक इसका अंदाजा नहीं था। अगर उन्हें कभी पता चला तो ये पूरी इंडस्ट्री में एक और शॉकवेव भेज देगा। चाइना अल्टीमेट वॉइस आज रात अपने दूसरे एपिसोड के साथ निर्धारित समय पर वापस आ गया था। ऑनलाइन माहौल एकदम साफ था। हर कोई एक सुर में इस इंतजार में था कि इस बार मैं उन्हें क्या सरप्राइज दूंगा। जब से तियानवे एंटरटेनमेंट के विल ने अपनी चुनौती दी थी, पोएटिक एंटरटेनमेंट पूरी तरह खामोश था। लेकिन ऑडियंस जानती थी कि जेम्स रिवर्स जैसा आदमी निश्चित रूप से तैयारी कर रहा होगा। उन सभी का एक ही मानना था कि पोएटिक एंटरटेनमेंट की खामोशी का मतलब सिर्फ एक ही चीज है, वे कुछ बहुत बड़ा छिपाकर बैठे हैं। इसलिए जैसे ही रात के 8 बजे अनगिनत व्यूअर्स ने ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम पर धावा बोल दिया और अपनी सीटें पक्की कर ली। वेन्यू खुद पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। इस समय दूसरे स्टेज पर दूसरी लड़ाइयां पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन लगभग कोई भी उन्हें नहीं देख रहा था। हालांकि वे गाने दर्जन भर बार सुने जा चुके थे, किसी को भी जरा सा भी उत्साह महसूस नहीं हो रहा था। केवल उनके संबंधित फैन बेस ही वहां मौजूद थे, अपने पसंदीदा कलाकारों का हौसला बढ़ा रहे थे। रात 8:30 बजे सबकी नजरों के सामने चैलेंजर विल ने आखिरकार स्टेज पर कदम रखा। उसने एक काला निट कैप पहना हुआ था और ऊपर से नीचे तक पूरी तरह हिप हॉप स्टाइल में तैयार था। उसके चेहरे से घमंड टपक रहा था। जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचा, उसने माइक थामा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भीड़ को संबोधित किया। मैंने सुना है कि कोई जेम्स रिवर्स है जिसे गाने लिखने का बड़ा शौक है। लव सॉन्ग्स? जरूर, मैं तुम्हें उसका क्रेडिट दे दूंगा, लेकिन रैप तुम मेरे लेवल के नहीं हो। उसने ये बात बड़े गर्व और जोर शोर से कही, जिससे नीचे खड़ी भीड़ ने उसे चिढ़ाने के लिए हूटिंग बूज करना शुरू कर दिया। लाइव स्ट्रीम चैट कमेंट से भर गई, जिनमें से ज्यादातर लोग उसकी क्लास लगा रहे थे। फिर विल ने अपना सिर पीछे झुकाया और कहना जारी रखा, जानते हो क्यों? ऑनलाइन इतने सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ऊंचा खड़ा हूँ। आई स्टैंड टू टॉल। मैं बहुत बड़ा टारगेट बन जाता हूँ। उसने ये लाइन खत्म की और अचानक एक्शन में आ गया और पूरे वेन्यू में आवाज की एक दीवार सी गूंज उठी, क्योंकि मैं बहुत ऊंचा खड़ा हूँ। बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा, क्योंकि मैं बहुत ऊंचा खड़ा हूँ। बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा। हर कोई पूछता है कि मैं कौन हूँ। उनमें से किसी ने नहीं देखा कि मैं बिजली की गड़गड़ाहट था। वे सब बाहर मेरे लिरिक्स याद कर रहे हैं। रातों रात मशहूर होने का स्वाद, ये सब मेरी वजह से है। उस धमाकेदार शुरुआत से तालियों की गड़गड़ाहट नहीं हुई, बल्कि हंसी का एक बड़ा धमाका हुआ। लाइव स्ट्रीम के अंदर पूरी चैट कॉमेडी का समंदर बन चुकी थी। ये क्या था? मैं बहुत ऊंचा खड़ा हूँ। क्या इसे रैप होना चाहिए? ये तो किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की मशीन जैसा लग रहा है। बड़ी बड़ी बातें करने का यही नतीजा है, बस एक ही लाइन रिपीट पर। मैं तो हंसते हंसते मर रहा हूँ। गंभीरता से दोस्तों, ये लास्ट मिनट प्रोटागोनिस्ट से कैसे अलग है? इसने रैप के बारे में मेरी समझ को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। कोई जाकर इस बच्चे को ले जाओ। आखिरकार मैं बहुत ऊंचा खड़ा हूँ के अंतहीन लूप के बाद गाना पूरी तरह रुक गया। विल ने भीड़ की ओर हाथ हिलाया और बड़े गर्व और आत्मसंतुष्टि के साथ स्टेज से नीचे चला गया। चाहे वेन्यू हो या लाइव स्ट्रीम, उस पल हर किसी ने चैन की सांस ली। उन्होंने अपने बुरी तरह टॉर्चर हुए कानों में उंगली डाली और शिकायतों की बाढ़ ला दी। विल का रैप सुनने के बाद अब मेरे दिमाग में बस यही अटका हुआ है कि मैं बहुत ऊंचा खड़ा हूँ। क्या मुझे कोई बचा सकता है? पोएटिक, आओ और हमें बचाओ। कुछ अच्छा सुनाओ और प्लीज हमारे कान धो डालो। वो भ्रम भरा कॉन्फिडेंस सच में डरावना है। सिर्फ शोर, जीरो तकनीक। म्यूजिक सीन को क्या होता जा रहा है? नेटिजन्स की शिकायतों की इस बाढ़ के बीच आखिरकार पोएटिक एंटरटेनमेंट के एक्ट ने स्टेज संभाला। इसने देख रहे हर व्यक्ति में उम्मीद की एक किरण जगा दी। लेकिन जब उन्होंने दो ऐसे युवकों को देखा जिन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, तो सब एक पल के लिए रुक गए। फिर बिना किसी योजना के चिंता बढ़ने लगी। पोएटिक नए लड़कों, रुकीज को उतार रहा है। क्या ये वाकई काम करेगा?
विल की स्किल्स कमजोर हैं, लेकिन उसका फैन बेस सच में बहुत बड़ा है और उसके पीछे पैसा और पैकेजिंग है। खासकर युवा फैंस, वे बच्चे जिन्होंने कभी अनुभव नहीं किया कि असली म्यूजिक कैसा होता था। विल को पसंद करने के झांसे में आना पूरी तरह समझ में आता है। इन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा है। ये दिखने में बिल्कुल नए फ्रेशर्स, न्यू कमर्स लग रहे हैं। इस तरह के अनजान चेहरों पर भरोसा करना वाकई मुश्किल होता है। वेन्यू में मौजूद भीड़ भी एकदम शांत हो गई और स्टेज पर खड़ी इन दो आकृतियों को चुपचाप देखने लगी। इस खामोशी ने बैकस्टेज खड़े विल को और भी ज्यादा अहंकारी बना दिया। शुरुआत से ही स्टेज की एनर्जी को देखो, अंतर अभी से साफ है। लेकिन फन जियो और यी शुहान पूरी तरह शांत रहे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ पीठ करके माइक थामे रखा और बिना किसी घबराहट के स्टेज पर मजबूती से खड़े रहे। ये उनकी पहली परफॉर्मेंस थी। मुझे उन पर पूरा भरोसा था और वे बदले में मुझे एक परफेक्ट रिजल्ट देने वाले थे। बड़ी स्क्रीन पर म्यूजिक शुरू हुआ। गाने का टाइटल सामने आया, ड्रिफ्टिंग नॉर्थ, ड्रिफ्टिंग नॉर्थ। लिरिक्स और कंपोजिशन पोएटिक द्वारा और परफॉर्मेंस फन जियो और यी शुहान की। क्रेडिट्स में पोएटिक का नाम देखते ही ऑडियंस थोड़ा शांत हुई, चाहे वे दोनों नए लड़के कोई भी हों। पोएटिक के गानों पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता था। स्टेज पर फन जियो ने खुद को म्यूजिक की लहरों में बहने दिया। जैसे ही वो माइक उठाने और गुनगुनाने हमिंग वाला पहला व्यक्ति बना, उसकी कोमल गुनगुनाहट ने अनजाने में ही हर किसी के कान खड़े कर दिए और लोग हर एक नोट का आनंद लेते हुए उसे सुनने लगे। लेकिन बैकस्टेज विल के चेहरे पर साफ नफरत दिख रही थी। ऑनलाइन कमेंट्स में भी शक और संदेह मिला जुला था और विल के कुछ फैंस ने बीच में कूदना शुरू कर दिया था। हो ही नहीं सकता, पोएटिक ये रैप नहीं है। इंट्रो तो बिल्कुल भी रैप जैसा नहीं लग रहा। रैप तो शुरुआत से ही धमाकेदार होता है। ये ओपनिंग तो किसी पॉप सॉन्ग जैसी लग रही है। प्लीज, मुझे लगा था कि पोएटिक कुछ खास होगा। मेरा विल रैप के साथ उन पर चढ़ाई कर रहा है और उनमें इसका सामना करने की हिम्मत तक नहीं है। ये पोएटिक नहीं, भूल जाने लायक है। एक बार फिर इसे भूल जाने लायक कहो और मैं तुम्हें देख लूंगा। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? बस सुनो और तुम्हें पता चल जाएगा। तो सिर्फ तुम हमारे विल के बारे में बात कर सकते हो, लेकिन हम पोएटिक के बारे में कुछ नहीं कह सकते। डबल स्टैंडर्ड्स। बस इंतजार करो, जल्द ही तुम्हें तमाचा पड़ने वाला है। वैसे भी मैं पोएटिक पर बिना शर्त भरोसा करता हूँ। स्टेज पर फन जियो अभी भी धीरे धीरे गुनगुना रहा था। धुन पहले से ही बहुत खूबसूरत थी। यी शुहान ने अपने दोनों हाथों से माइक पकड़ा हुआ था और फन जियो की तरफ पीठ किए चुपचाप उस पल का इंतजार कर रहा था जब गुनगुनाहट खत्म होगी। अचानक म्यूजिक बदला। ये तेज, उग्र और गहरा होता गया। उस पल हर किसी की आंखें सिकुड़ गईं और दिल धक से रह गया। उनके पूरे शरीर में अनचाहे ही खिंचाव आ गया। वे जान गए कि असली चीज अब शुरू होने वाली है। और वाकई यी शुहान, जो अब तक स्थिर खड़ा था, म्यूजिक की तेज बीट के साथ हरकत में आया, फुर्ती से माइक उठाया और रैप शुरू हो गया। सपनों के इस सफर पर मैंने अपनी हर जानी पहचानी चीज पीछे छोड़ दी। मेरे कंधे पर लदा बैग भविष्य के लिए मेरी हर उम्मीद को समेटे हुए है। बिल्कुल आप सभी की तरह मैं भी कहीं बहुत दूर से आया हूँ। मामूली नौकरियां कर रहा हूँ, भटक रहा हूँ और घर के लिए तड़प रहा हूँ। हम में से कितने लोग बस यही चाहते हैं कि हमारी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए, अपनी कहानी खुद फिर से लिखने के लिए, अपने माता पिता के बोझ को थोड़ा कम करने के लिए। हर बार जब नया साल आता है, घर की याद और भी बढ़ जाती है। वापस न जा पाने की बेबसी, क्योंकि सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ है। वेन्यू में मौजूद भीड़ अब खुद को रोक नहीं सकी। एक के बाद एक चीखें और तालियां गूंज उठीं। वाकई अविश्वसनीय। वो कच्ची बुलंद पुकार और वे परफेक्ट हाई नोट्स पूरे वेन्यू की एनर्जी को चरम पर ले गए। उस पल में हर एक इंसान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपने अंदर एक ऐसी ताकत महसूस की जो ब्रह्मांड को पलट देने के लिए काफी थी। ये वही शक्ति थी जो इस गाने ने उन्हें दी थी। यही रैप का सबसे तात्कालिक और निर्विवाद जादू था। एक गाना और शोहरत का एक पल। आज रात हर एक व्यक्ति ने पोएटिक एंटरटेनमेंट के इन दो कलाकारों को याद रखा। फन जियो और यी शुहान ने एक ही गाने ड्रिफ्टिंग नॉर्थ के साथ पोएटिक एंटरटेनमेंट के शासन की वापसी का ऐलान कर दिया। उस पल में प्रतियोगिता के परिणाम के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। हर कोई पहले से ही नतीजा जानता था और बस यही बात थी। हर कोई जानता था, सिवाय उस हमेशा की तरह आत्मविश्वासी विल के। तियानवे एंटरटेनमेंट बिल्डिंग के अंदर फन जियो और यी शुहान के अपनी परफॉर्मेंस का दूसरा हिस्सा खत्म करने से पहले ही मीटिंग बुला ली गई थी। लेकिन ये मीटिंग पहले वाली किसी भी मीटिंग जैसी नहीं थी, क्योंकि इस बार ये सिर्फ तियानवे एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सांगशी एंटरटेनमेंट, इनहाई एंटरटेनमेंट और हर छोटी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी के चेयरमैन शामिल थे। तियानवे एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में वे सभी मौजूद थे। तियानवे एंटरटेनमेंट के चेयरमैन लियू गाओ एक गंभीर चेहरे के साथ बैठे थे और स्क्रीन पर मौजूद हर कंपनी के प्रमुखों को संबोधित करते हुए बोले, मुझे यकीन है कि हर कोई जानता है कि ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है।
इस बार मुझे उम्मीद है कि कोई भी अभी भी ख्याली पुलाव नहीं पका रहा होगा। उसने जिस कंपनी की स्थापना की है, पोएटिक एंटरटेनमेंट, वो पूरी इंडस्ट्री के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रही है। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो संगीत की दुनिया में हम में से किसी के लिए भी कोई जगह नहीं बचेगी। स्क्रीन पर हर चेयरमैन के चेहरे पर तनाव और बेचैनी थी। वे सभी इस वास्तविकता को समझते थे, जब एक गिरता है तो बाकी भी पीछे पीछे गिरते हैं। जिस क्षण तियान में एंटरटेनमेंट को पोएटिक एंटरटेनमेंट ने पछाड़ा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पारंपरिक ढांचा ऐतिहासिक बदलाव का सामना करेगा। ये देखकर कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सांक्षी एंटरटेनमेंट के तियान शिंची ने वहीं से बात शुरू की जहां लियू गाओ ने छोड़ी थी। मुझे लगता है कि हम में से कोई भी इस इंडस्ट्री में कोई बदलाव नहीं देखना चाहता। सब खुलकर बोले, चलिए मिलकर कोई प्लान बनाते हैं। एक छोटी सी कंपनी के खिलाफ इतनी सारी कंपनियां, डरने की क्या बात है। जैसे ही तियान शिंची ने अपनी बात खत्म की, एक मिड साइज कंपनी के चेयरमैन ने तनावपूर्ण चेहरे के साथ कहा, अगर हम पारंपरिक रास्तों से जाएं, तो हमारे पास एकमात्र विकल्प उसे प्रतियोगिता में हराना है। लेकिन हर कोई जानता है कि जेम्स रिवर्स कितना टैलेंटेड है। क्या उसे प्रतियोगिता में हराना संभव भी है? बड़े से बड़ा टैलेंट भी आखिरकार खत्म हो जाता है। मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि जेम्स रिवर्स अनिश्चित काल तक इस क्वालिटी के गाने बनाता रह सकता है। जिस पल वो ऐसा नहीं कर पाएगा, वही समय होगा जब हम पलटवार करेंगे। इससे पहले कि वो व्यक्ति अपनी बात पूरी करता, कई अन्य लोगों ने तुरंत सहमति में अपनी राय दी। लियू गाओ ने इस पर सिर हिलाया। ये बिल्कुल सही है। नहीं, किसी का टैलेंट असीमित नहीं होता। हमारे पास इतनी सारी कंपनियां हैं, हम बस उसे थका सकते हैं। और इसके ऊपर पोएटिक एंटरटेनमेंट ने अभी तक एक भी स्पॉन्सर नहीं लिया है। जब तक हम इस बार उन्हें पूरी तरह रोक देते हैं, मुझे विश्वास है कि इसके बाद कोई भी स्पॉन्सर पोएटिक एंटरटेनमेंट का साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा। स्पॉन्सर्स के बिना उनके पास कंपनी बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि उनकी फंडिंग लंबे समय तक पूरी कंपनी के ऑपरेशन को नहीं झेल सकती। एक बार जब ये शब्द कहे गए तो वहां मौजूद हर किसी ने सर्वसम्मति से सिर हिलाया। लेकिन ठीक उसी समय तियान शिंची ने यिनहाई एंटरटेनमेंट के डेविड यांग की ओर देखा और लापरवाही से कहा, चेयरमैन यांग, मैंने सुना है कि आप आजकल जेम्स रिवर्स के काफी करीब हो रहे हैं। क्या आपके पास कोई शानदार विचार है जो आप शेयर करना चाहेंगे? डेविड यांग ने अपनी मुस्कान स्थिर रखी और अपना सिर हिलाया। मेरे पास कोई शानदार विचार नहीं है। बाकी सब जो तय करेंगे मैं उसी का पालन करूंगा। यिनहाई एंटरटेनमेंट दोनों हाथों से इसका पूरा समर्थन करता है। बात बस इतनी है कि हाल ही में यिनहाई में हमारी टीम थोड़ी कम पड़ गई है। व्यावहारिक रूप से कहें तो हम शायद बहुत ज्यादा एक्शन में योगदान न दे पाएं, लेकिन मेरी भावनाएं हमेशा आप सभी के साथ हैं। उन शब्दों को सुनकर लुआ और तियानची दोनों अपने होंठ सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सके। ये साफ तौर पर पल्ला झाड़ना था। वे इसे दिन के उजाले की तरह साफ पढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। जब तक यिनहाई एंटरटेनमेंट उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता, तब तक उनके लिए इतना ही काफी था। उन्होंने कभी वास्तव में ये उम्मीद नहीं की थी कि यिनहाई एंटरटेनमेंट आगे बढ़कर मेरे पीछे आएगा। चूंकि हर कोई सहमत है, तो चलिए आगे की योजना पर चर्चा करते हैं। प्रतियोगिता के इस मौजूदा एपिसोड के लिए जब तक हम ठीक से तैयार नहीं हो जाते, मैं नहीं चाहता कि कोई भी पोएटिक एंटरटेनमेंट को चुनौती दे और उन्हें आसान पॉइंट्स दे। चलिए अपनी सारी ताकत बाकी बचे एपिसोड्स की तैयारी में लगा देते हैं। प्रत्येक स्टेज पर हर एपिसोड में अधिकतम 3 चुनौतियों की अनुमति है, जिसका अर्थ है कि अभी भी 18 राउंड बाकी हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि जेम्स रिवर्स का टैलेंट असीमित है, और मुझे विश्वास नहीं है कि पोएटिक एंटरटेनमेंट का छोटा सा रोस्टर इतने राउंड तक टिक पाएगा। इसलिए अपने सबसे बेहतरीन परफॉर्मर्स को तैयार करें। मैजिक सिटी स्टेडियम। भले ही फन जियो और ईशोहान पहले ही स्टेज से उतर चुके थे, लेकिन वेन्यू में भीड़ अभी भी उत्साह से भरी हुई थी। वे बेसब्री से अगली लड़ाई का इंतजार कर रहे थे, यह सोचकर कि पोएटिक एंटरटेनमेंट अगला कौन सा गाना लेकर आएगा। एक गाने ड्रिफ्टिंग नॉर्थ ने सभी को दिखा दिया था कि पोएटिक एंटरटेनमेंट सिंहासन पर वापस लौट आया है। ऑनलाइन ऑडियंस अब तक इस कंपटीशन के लाइव स्ट्रीम रूम में पूरी तरह उमड़ पड़ी थी। चाइना अल्टीमेट वॉइस के पिछले सीजन में सभी 3 स्टेजों पर लगातार एक जैसी व्यूअरशिप रहती थी, लेकिन अब सांक्षी एंटरटेनमेंट और यिनहाई एंटरटेनमेंट से जुड़े स्टेजों को लगभग पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। पूरा शो प्रभावी रूप से पोएटिक एंटरटेनमेंट का पर्सनल स्टेज बन गया था। लेकिन दुर्भाग्य से, चाहे दर्शक किसी भी तरफ कितनी भी देर इंतजार करें, वे बस इंतजार ही करते रह गए। कोई दूसरा चैलेंजर कभी नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे हर एंटरटेनमेंट कंपनी एक साथ पूरी तरह खामोश हो गई हो। समय सेकंड दर सेकंड बीतता गया। बाकी 2 स्टेजों पर अपनी लड़ाइयां गर्मागर्म चलती रहीं, लेकिन जिस स्टेज पर पोएटिक एंटरटेनमेंट खड़ा था, वहां केवल पतझड़ की हवा हल्कों में घूम रही थी। जैसे ही चाइना अल्टीमेट वॉइस का ये एपिसोड खत्म होने का ऐलान हुआ, तब तक एक भी इंसान चुनौती देने के लिए आगे नहीं आया। इसने दर्शकों को, जो इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पूरी तरह से गुस्से में डाल दिया।
वे इतनी देर से इंतजार कर रहे थे कि जैसे इंतजार करते करते फूल ही मुरझा गए हों, और अंत में उन्हें बस इतना ही देखने को मिला। इसलिए उन सभी ने बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियों को टैग करना शुरू कर दिया और अपनी पूरी ताकत के साथ उन्हें रोस्ट करने लगे। वाह, क्या इस इंडस्ट्री में सच में कोई नहीं बचा? क्या तुम अभी सीरियस हो? बस इतनी सी बात थी। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कड़ाके की ठंड में किसी ने तुम पर बर्फ के पानी की बाल्टी डाल दी हो। मैं इसके लिए जागता रहा और तुम कह रहे हो कि ये खत्म हो गया? मजाक कर रहे हो क्या? जैसे ही जेम्स आता है, म्यूजिक वर्ल्ड की एक भी आत्मा आगे नहीं बढ़ पाती। मेरे कान तरस गए। मैं बस कुछ और अच्छे गाने सुनना चाहता था। 93 एंटरटेनमेंट, क्या तुम सब बस हार मान रहे हो? इससे अच्छा तो मुझे ही वहां जाने देते। वैसे भी कोई न कोई तो हार ही रहा है, कम से कम मैं कोशिश तो करता। अपना बोरिया बिस्तर समेट लो, ये सरासर बुजदिली है। मैं एतद द्वारा पोएटिक एंटरटेनमेंट को नई बिग 3 में से एक घोषित करता हूँ। 93 का युग खत्म हो गया है। नेटिजन्स ने इन एंटरटेनमेंट कंपनियों को उकसाने के लिए उपहास का हर कतरा इस्तेमाल किया ताकि वे थोड़ी हिम्मत दिखाएं। वे बस अच्छा म्यूजिक सुनना चाहते थे। ये इतना मुश्किल क्यों था? और इसी तरह इंटरनेट के जबरदस्त समर्थन के साथ अंत में 93 एंटरटेनमेंट के नेतृत्व में प्रमुख एंटरटेनमेंट कंपनियों ने हार मान ली और एक स्टेटमेंट जारी किया, जो अंत में हंसता है वही विजेता होता है। देखें और इंतजार करें। स्टेटमेंट संक्षिप्त था, लेकिन इसमें एक बहुत ही अलग तरह का संदेश था। नेटिजन्स, जिन्हें मुकाबला देखना सबसे ज्यादा पसंद था, उन्होंने इन बयानों को देखा और उनके दिलों में निराशा फिर से उम्मीद जैसी किसी चीज में बदल गई। उन्होंने इसे इस तरह देखा, जब तक इन एंटरटेनमेंट कंपनियों ने हार नहीं मानी है तब तक सब ठीक है। भले ही ये थोड़ा देर से आए, जब तक सुनने के लिए अच्छे गाने हैं वे संतुष्ट थे। इसलिए नेटिजन्स उन पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन में उमड़ पड़े और उनका हौसला बढ़ाने लगे। इस समय पोएटिक एंटरटेनमेंट की टीम पहले से ही कंपनी वापस जा रही थी। आज रात जो ग्रुप आया था वो छोटा था, बस सेरेना, मिया, म्याओ अनियून, फन जियो जियो और ये शुहान। कंपनी की एक वैन में वे सब आ गए थे। वैन एक ड्राइवर चला रहा था जिसे कंपनी ने विशेष रूप से काम पर रखा था। मेरे समेत बाकी सभी लोग वेन्यू पर नहीं गए थे। हम सब कंपनी में ही रुककर रियल टाइम में लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। सेरेना और यूनियन को परफॉर्म करने का मौका भी नहीं मिला और उन्होंने पहले ही हथियार डाल दिए। मिया ने थोड़ी निराशा के साथ अपने होंठ सिकोड़े। भले ही उसे नहीं पता था कि मैंने म्याओ अनियून के लिए कौन सा गाना तैयार किया है। वो अच्छी तरह जानती थी कि सेरेना के पास जो गाना था वो भी एक जबरदस्त धमाका था। फिर भी फन और ई ने वाकई बहुत अच्छा गाया। उन्होंने पूरी जगह हिलाकर रख दी। हाँ, ये सब मिस्टर जेम्स की सॉन्ग राइटिंग का कमाल है। इतने सालों के बाद हम दोनों को आखिरकार इस तरह का खून खौला देने वाला अनुभव मिल रहा है। एक असली स्टेज पर वो जोश। फन जियो जियो के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। जब भी वो मेरे बारे में सोचता, उसका चेहरा शुद्ध प्रशंसा से भर जाता। उन्होंने हार नहीं मानी है। वे अपनी बड़ी चाल बाद के लिए बचा रहे हैं। आगे की लड़ाइयाँ और भी ज्यादा जबरदस्त होने वाली हैं। उस वक्त म्याओ अनियून ने अपना फोन उठाया और सबको दिखाने के लिए आगे बढ़ाया। सबने स्क्रीन की तरफ देखा और 93 एंटरटेनमेंट और दूसरी कंपनियों के स्टेटमेंट्स देखे। थोड़े ही समय में वे सभी स्टेटमेंट्स ट्रेंडिंग चार्ट्स में सबसे ऊपर पहुंच गए थे। फिलहाल नंबर 1 पर ड्रिफ्टिंग नॉर्थ गाना था और उसके ठीक पीछे वे सारे स्टेटमेंट्स थे। सच कहूँ तो मुझे सिर्फ मिस्टर जेम्स पर भरोसा है। ये लोग ज्यादा टिकने वाले नहीं हैं। यी शुहान ने एक नजर डाली और साफ हताशा के साथ कहा। सबने ये सुना और मन ही मन मुस्कुराए। हाँ, जब तक मैं यहाँ था उनमें से किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वैन सड़क पर आगे बढ़ती रही। ग्रुप अभी भी कंपटीशन के बारे में बातें कर रहा था कि अचानक फन जियो जियो का फोन बजा। फोन कटने तक उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी और उसकी जगह माथे पर चिंता की लकीरें आ गई थीं। क्या हुआ? ये शुहान ने नोटिस किया और उससे धीरे से पूछा। उन्होंने अभी आज रात एक बड़ी जीत हासिल की थी। ये एक खुशी का पल होना चाहिए था। फन जियो जियो का चेहरा इस तरह दिखना साफ तौर पर इशारा कर रहा था कि कोई उलझन भरी बात हुई है। वैन में मौजूद दूसरों ने भी इसे भांप लिया और उसकी तरफ देखने लगे। इससे फन जियो जियो थोड़ा असहज महसूस करने लगा। उसे लगा जैसे उसने सबका मूड खराब कर दिया है। ये कुछ नहीं है। तुम सेरेना और दूसरों के साथ कंपनी वापस जाओ। मुझे लगता है कि मैं इसे अकेले संभाल लूंगा। सेरेना, क्या मैं आपको जेंगचांग यीडा प्लाजा के पास छोड़ने की तकलीफ दे सकता हूँ? फन जियो जियो ने अपना फोन मजबूती से पकड़ा। उसके चेहरे की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इस समय इस तरह की परेशानी खड़ी करना उसे सच में शर्मिंदा कर रहा था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे जाना ही था। बिल्कुल, जाओ और जो भी काम है उसे देख लो। सेरेना ने सिर हिलाया। ये साफ तौर पर फन जियो जियो का कोई पर्सनल मामला था। उसने आगे कुछ नहीं पूछा।
वैन जंग चोंग येदा प्लाजा की ओर बढ़ गई। फन जियो जियो जल्दी में बाहर निकला और चला गया। यी शुहान ने फन जियो जियो को जाते हुए देखा और अचानक कहा, सेरेना, मुझे फन की थोड़ी चिंता हो रही है। कैसा रहेगा अगर हम उसका पीछा करें और देखें कि क्या चल रहा है। वैन में मौजूद दूसरों ने एक दूसरे को देखा। सेरेना ने कुछ चिंता के साथ ही शुहान की ओर देखा। ये उसका निजी मामला है, क्या हमारा उसका पीछा करना ठीक होगा? सेरेना, कोई बात नहीं, फन और मैं सालों से साथ हैं और अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो जिससे मिलने जा रहा है मैं शायद उन्हें भी जानता हूँ। उसने मुझे पीछे छोड़ दिया क्योंकि उसे बुरा महसूस हो रहा था। तो सेरेना ने जोर देकर पूछा, तो क्या हम चलकर देखें? यी शुहान की बात सुनकर मिया और म्याऊ अनियून दोनों के कान खड़े हो गए। गपशप और ड्रामे में दिलचस्पी लेने का उनका स्वभाव अचानक जाग उठा। सेरेना ने एक पल के लिए इस पर विचार किया, फिर गंभीर चेहरे के साथ यी शुहान से एक बार फिर पूछा, तुम्हें यकीन है कि ये ठीक है? सेरेना, ये बिल्कुल ठीक है। यी शुहान ने अपने सीने पर हाथ रखा और इसकी कसम खाई। तभी सेरेना ने सिर हिलाया। पूरा ग्रुप अपने मास्क पहनकर वैन से किसी छोटे चोरों के गिरोह की तरह चुपके से बाहर निकल गया। उन्होंने ड्राइवर को अकेला छोड़ दिया, जिसने वैन को पास के एक लॉट में पार्क कर दिया। रास्ते में यी शुहान को पहले से ही पता लग रहा था कि फन जियो जियो किस तरफ जा रहा है। ग्रुप कहीं नहीं रुका। यी शुहान आगे आगे चल रहा था और सीधे पास के एक छोटे सराय टैवर्न में दाखिल हुआ। वो सराय बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसे इस तरह सजाया गया था कि वहाँ गर्माहट और अपनेपन का एहसास हो रहा था, जैसे किसी के घर में कदम रखा हो। वो जगह पहले से ही खचाखच भरी हुई थी, लेकिन सराय के बीचों बीच बना छोटा सा स्टेज शोर शराबे और हंगामे का केंद्र बना हुआ था। ग्रुप ने उधर देखा और तुरंत फन जियो जियो को पहचान लिया। वो किसी बात को लेकर लोगों के एक ग्रुप से बहस कर रहा था। फन जियो जियो के पीछे दो युवा लड़कियां खड़ी थीं, जिनके चेहरों पर चोट और दुख के भाव थे। उनमें से एक ने गिटार पकड़ा हुआ था। यी शुहान ने एक नजर देखी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह तुरंत आगे बढ़ा। सेरेना और म्याऊ अनयून ने दूसरों के साथ एक नजर साझा की। उनकी आंखों में चिंता की चमक थी। उन्हें डर था कि ये दोनों मामले को काबू से बाहर न ले जाएं। सौभाग्य से जैसे ही यी शुहान ऊपर पहुंचा, उसने तुरंत उस ग्रुप के साथ बहस शुरू नहीं की। इसके बजाय वो उन दोनों लड़कियों के साथ खड़ा हो गया और पूछा, शिनी, पीलिंग, क्या तुम दोनों ठीक हो? फन जियो ने यी शुहान को ऊपर आते देखा, जिसका स्वाभाविक रूप से मतलब था कि उसने सेरेना और दूसरों को भी पीछे खड़ा देख लिया। इससे वो पहले से भी ज्यादा शर्मिंदा हो गया। उन दोनों ने अभी मुश्किल से कंपनी ज्वाइन की थी और पहले ही बॉस की वाइफ उन्हें एक सीन क्रिएट करते हुए देख रही थी। ये अजीब से भी बढ़कर था। ये सोचकर वो यी शुहान को एक तरफ ले जाने और हताशा में कहने से खुद को नहीं रोक सका, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि सेरेना के साथ कंपनी वापस चले जाओ? तुम फिर भी क्यों आ गए? चलो भी फन, तुम ऐसे नहीं हो सकते। इस तरह की चीज छिपाने का क्या मतलब है? हम सब यहाँ खुले दिल के हैं। सेरेना और बाकी लोग, वे दूसरी कंपनियों के लीडर्स जैसे बिल्कुल नहीं हैं। वे इसे हमारे खिलाफ नहीं मानेंगे। यी शुहान को देखकर, जो उससे छोटा था, फन जियो जियो कुछ पलों के लिए अवाक रह गया। उसे बस ये लग रहा था कि बात ये नहीं है कि वे इसे उसके खिलाफ मानेंगे या नहीं, बल्कि ये है कि कोई भी कंपनी वास्तव में ये नहीं चाहती कि उसके लोग बाहर किसी मुसीबत में फंसे। लेकिन जो होना था वो हो चुका था और अब ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं था। वो वापस मुड़ा और उस ग्रुप से बहस करना जारी रखा। स्टेज पर हो रही बहस को सुनकर सेरेना ने एक मोटा मोटा अंदाजा लगा लिया था कि क्या चल रहा है। इस सब की वजह स्टेज पर मौजूद सफेद टी शर्ट वाली वे दो लड़कियां थीं। वे एक लोक संगीत फोक म्यूजिक जोड़ी थीं, जो इस छोटी सराय में परफॉर्मर के रूप में काम करती थीं। उन दोनों ने अपने खुद के काफी ओरिजिनल गाने लिखे थे, जिन्हें यहाँ बहुत पसंद किया जाता था। लेकिन क्योंकि इन दोनों के पास कोई सपोर्ट या कोई जान पहचान नहीं थी, इसलिए एक छोटी एंटरटेनमेंट कंपनी के लोग उनके गानों को कुछ हजार येन में खरीदना चाह रहे थे, ताकि वे ट्रैक अपने किसी कलाकार के नाम से रिलीज कर सकें। लड़कियों ने इनकार कर दिया था और उसी का नतीजा ये सीन था। उनके सामने खड़े लोग बस किराए के गुंडे थे। किराए के गुंडे यहाँ आकर हंगामा खड़ा करने के लिए भेजे गए थे। इस सब के पीछे असली खिलाड़ी वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था, जो अभी भी आराम से एक बूथ पर बैठा हुआ था। सेरेना जानती थी कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में ये कोई नई बात नहीं है। पुलिस को बुलाने से भी कोई खास मदद नहीं मिलती, क्योंकि अगर वे एक टोली को हटा भी देते तो दूसरी आ जाती। वैसे भी वे हाथ पैर नहीं चला रहे थे, बस बातें कर रहे थे। मिसाल के तौर पर अभी वे लोग बस यही कह रहे थे कि गाने सुनने लायक नहीं है। वे कस्टमर थे और उन्हें संगीत या परफॉर्मर बदलने की मांग करने का पूरा अधिकार था। यहाँ तक कि सराय का मालिक भी बाहर आकर कुछ नहीं कर पा रहा था। जब आप इस तरह की किसी चीज से टकराते हैं तो सबसे अच्छा तरीका लोहे को लोहे से काटना होता है, जैसा कि मैंने उस समय किया था।
मैंने पहले यिनहाई एंटरटेनमेंट को कवर के तौर पर इस्तेमाल किया, एक बड़ी कंपनी को अपने असली टैलेंट के लिए ढाल बनने दिया। फिर एक बार जब मैंने अपना नाम बना लिया तो मैंने दबाव को पीछे धकेलने के लिए हायांग का सहारा लिया और आखिरकार पोएटिक एंटरटेनमेंट की शुरुआत की। लेकिन वो कुछ ऐसा था जो सिर्फ मैं ही कर सकता था। मामूली टैलेंट वाले ज्यादातर लोग बस वक्त की धारा में बह जाते। सेरेना ने सराय के स्टेज पर उन दो युवा महिलाओं को देखा जो वहां थोड़ी असहाय खड़ी थीं। फिर उसने अपने बगल में मिया और म्याओ अनयून को देखा जो उतनी ही नाराज थीं। उसने इस पर विचार किया और अपना फैसला ले लिया। वो मिया और म्याओ अनयून को साथ लेकर सीधे बूथ की ओर बढ़ी। उसने वहां बैठे उस छोटी कंपनी के मैनेजर को नीचे की ओर देखा। फन जियो जियो और यी शुहान ने जैसे ही ये सब होते देखा, वे तुरंत उन दो लड़कियों को लेकर वहां पहुंचे। उनकी धड़कनें इस वक्त बहुत तेज थीं। अगर उनकी वजह से सेरेना के साथ यहाँ बुरा बर्ताव हुआ तो वे खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। आप किस एंटरटेनमेंट कंपनी से हैं? बूथ पर खड़े होकर सेरेना ने सीधे पूछा। पुरानी सेरेना ऐसा नहीं करती, लेकिन लोग समय के साथ बड़े होते हैं। यहाँ खड़ी सेरेना में अब मेरी आत्मा का एक अंश साफ झलक रहा था। ये छोटा सा मैनेजर मजे से तमाशा देख रहा था। तभी अचानक 3 प्रभावशाली महिलाएं उसकी सीट के सामने आ गईं। उनमें से 2 बीच वाली महिला के दोनों तरफ थीं, जैसे उसे सुरक्षा दे रही हों। और उसी वक्त स्टेज पर दिखे वे 2 युवक भी तेजी से वहां आ पहुंचे। पूरे ग्रुप ने केंद्र में खड़ी महिला के चारों ओर एक दीवार बना ली और उस मैनेजर को ऐसे घूरने लगे जैसे उसकी एक भी गलत हरकत उसे वहीं ढेर कर देगी। कौन हो तुम लोग? मैनेजर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ। सामने खड़ी महिला उसे जानी पहचानी लग रही थी। हम कौन हैं ये छोड़ो। अपनी कंपनी का इस्तेमाल करके लोगों को धमकाना ये बिल्कुल गलत है। तुम्हारी जैसे लोगों की वजह से ही म्यूजिक वर्ल्ड की ये हालत है। सेरेना को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मिया ने पहले ही आगे बढ़कर मोर्चा संभाल लिया था। मिया को इस तरह देख मैनेजर हंसा और अपने हाथ में पकड़े ग्लास को स्टाइल से घुमाने लगा। छोटी बच्ची, जुबान संभाल कर बात करो। मैं बस एक आम कस्टमर हूँ। तुम्हारी किस आंख ने मुझे किसी को धमकाते हुए देखा? जो कर रहा हूँ उसे मानूंगा नहीं। नहीं मानोगे? क्लासी। मिया ने उसे तिरछी नजर से देखा। उसका चेहरा नफरत से भरा हुआ था। सेरेना ने भी अपना सिर हिलाया। ये आदमी साफ तौर पर अनजान बनने का नाटक कर रहा था। इसके बजाय वो उन 2 लड़कियों को देखने के लिए मुड़ी। फन जियो जियो ने ये देखकर जल्दी से सेरेना से उनका परिचय कराया। सेरेना, ये वोंग शिनी और वू पीलिंग है और ये हमारे बॉस की वाइफ हैं। रुको, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। बूथ में बैठे मैनेजर को जैसे अभी अभी किसी बात का एहसास हुआ और वो तुरंत चौंक कर चिल्ला उठा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अविश्वास के साथ अपने सामने खड़े ग्रुप से घिरी सेरेना को घूरने लगा। वे 2 लड़कियां भी एक पल के लिए जम गईं, फिर सीधे सेरेना की ओर देखने लगीं। उस एक चिल्लाहट ने पूरी सराय को एकदम शांत कर दिया। वहां मौजूद हर सिर उनकी ओर मुड़ा, यहाँ तक कि वे गुंडे भी जो अभी हंगामा कर रहे थे मुंह फाड़े चुपचाप वहां घूरने लगे। क्या उन्होंने वही सुना जो उन्हें लगा कि उन्होंने सुना है? क्या ये सेरेना थी? वही सेरेना जिसे वे जानते थे। जिस पल वो आवाज गूंजी हर कोई जान गया था कि अब माहौल बदलने वाला है। मिया पहले से ही मैनेजर को ऐसी तीखी नजरों से देख रही थी जो जान ले लें। अगले ही सेकंड पूरी जगह शोर से भर गई। सेरेना, वो इस समय इंटरनेट की सबसे बड़ी आर्टिस्ट है। कोई मुकाबला ही नहीं। यहाँ तक कि सराय का मालिक भी अपने हाथ मलते हुए सिक्योरिटी बुलाने के लिए दौड़ा। वो खुद पोएटिक का कट्टर फैन था। अगर सेरेना के साथ उसकी इस छोटी सी जगह पर कोई भी हादसा होता तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। सेरेना ने शांति से मैनेजर की ओर देखा। उसकी पहचान सामने आ चुकी थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना मास्क उतार दिया। उसके बगल में म्याओ अनयून और बाकी सभी ने भी उसी समय अपने मास्क हटा दिए। ओह वाह, ये तो सच में सेरेना और म्याओ अनयून भी हैं। और वे 2 लड़के, क्या वे फन जियो जियो और यी शुहान नहीं हैं जिन्होंने अभी अभी ड्रिफ्टिंग नॉर्थ परफॉर्म किया था? देवता जमीन पर उतर आए हैं। इस छोटी सी सराय में कौन सा जादू है? जेम्स रिवर्स कहाँ है? जेम्स रिवर्स कहाँ चले गए? मुझे उन्हें देखना है। मैं उनका सबसे बड़ा फैन हूँ। उनसे निकलने वाली एनर्जी गजब की है। मुझे ऑटोग्राफ मांगने जाने में भी डर लग रहा है। जिस पल सेरेना और बाकी लोगों ने खुद को जाहिर किया, पूरी जगह तुरंत अफरा तफरी में बदल गई। कमरे की लगभग हर जोड़ी आंखें उनकी ओर चमक रही थीं। अगर सिक्योरिटी गार्ड्स पहले से अपनी पोजीशन में नहीं आते तो लोग ऑटोग्राफ के लिए अब तक आगे बढ़ चुके होते। इसने बूथ में बैठे मैनेजर को ऐसे छटपटाने पर मजबूर कर दिया जैसे वो गर्म कोयले पर बैठा हो। वो अभी अपना मुंह खुद सी लेना चाहता था। वो इस तरह चिल्लाया ही क्यों? उसने सच में उम्मीद नहीं की थी कि 2 मामूली लड़कियों को परेशान करने से सेरेना इस मामले में खिंचाएगी। अगर पोएटिक एंटरटेनमेंट उसकी कंपनी के पीछे पड़ गई तो उसकी कंपनी खत्म थी। एक बार जब किसी कंपनी की साख गिर जाती है तो इसका मतलब है कि वो कंपनी एक ऐसे गड्ढे में जा रही है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल सकती।
इसलिए पोएटिक एंटरटेनमेंट को जानबूझकर कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। मेरे वर्तमान प्रभाव के स्तर के साथ बस मेरी तरफ से एक पोस्ट जिसमें ये बताया गया हो कि क्या हुआ और उसकी छोटी सी कंपनी का काम तमाम हो जाता। हाँ, यह एक गलत फहमी है, पूरी तरह से एक गलत फहमी। ओह, ये तो सेरेना है। मैं बस निकल ही रहा था, अब वापस नहीं आऊंगा। इससे पहले कि सेरेना एक शब्द भी कह पाती, वो मैनेजर जिसने सब कुछ भांप लिया था घबराहट में मुस्कुराया और तुरंत खड़ा होकर वहां से खिसक लिया। अब वो बस यही उम्मीद कर रहा था कि ये मामला और आगे न बढ़े। सेरेना ने उसे नहीं रोका। वो जानती थी कि इसके बाद वो निश्चित रूप से वापस नहीं आएगा। एंटरटेनमेंट की दुनिया में इस तरह की चीजें अक्सर होती रहती हैं। कोई भी इसे पूरी तरह से नहीं रोक सकता। ये दो लड़कियां खुशनसीब थीं कि वे फन जियो जियो और यी शुहान को जानती थीं। जो लोग इतने खुशनसीब नहीं थे वे इसे अपनी बदकिस्मती ही मान सकते थे। दुनिया हमेशा इस तरह न्यायपूर्ण नहीं होती। सेरेना, आपको इसमें घसीटने के लिए मैं बहुत माफी चाहता हूँ। इस समय कमरे में सबसे ज्यादा शर्मिंदा लोग बिना किसी सवाल के फन जियो जियो और यी शुहान थे। यहाँ तक कि यी शुहान ने भी उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस मोड़ पर पहुंच जाएंगी। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी खतरे में थी। बस इतना है कि आज रात यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा। सेरेना ने हल्की हंसी के साथ सराय के अंदर की भीड़ की ओर देखा जो बेचैनी से शोर मचा रही थी। उनमें से बहुत से लोग अब जोर जोर से सेरेना का नाम जप रहे थे। बाकी लोग पोएटिक का नाम जप रहे थे। यहाँ तक कि वे गुंडे भी अब भीड़ में घुल मिल गए थे। इस वक्त वे बस किसी ऐसे छेद की तलाश में थे जिसमें वे घुस सकें। वे भी हर दिन मेरे गाने सुन रहे थे। उनमें से कुछ तो मेरे और सेरेना के फैन भी थे। अपने ही आदर्श के हाथों कुछ गलत करते हुए पकड़े जाना, दुनिया में इससे बुरा एहसास कोई नहीं हो सकता। सेरेना के अचानक आ जाने की वजह से वो छोटी सी सराय सेरेना के अचानक आयोजित फैन मीट एंड ग्रीट में बदलने की कगार पर थी। इस मोड़ पर सराय का मालिक सिक्योरिटी गार्ड्स के घेरे को चीरते हुए अंदर आया और बड़ी मुश्किल से अपनी उत्तेजना पर काबू पाते हुए बोला, सेरेना, हेलो, मैं इस जगह का मालिक हूँ। अभी की स्थिति को देखते हुए क्या आपको लगता है कि आप फैंस से कुछ शब्द कह सकती हैं? सराय के मालिक की आंखें लगभग चमक रही थीं। भले ही उसे अपने आइडल यानी मुझसे मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन सेरेना ही उसके लिए सब कुछ थी। वह मूल रूप से मेरा प्रतिनिधित्व करती थी और आज रात की ये घटनाएं निश्चित रूप से ऑनलाइन चर्चा का विषय बनेंगी। उसकी छोटी सी सराय मशहूर होने वाली थी। जरूर, मुझे बस एक सेकंड दीजिए। सेरेना ने अपने सामने खड़े सराय के मालिक को देखा जो उम्र में उससे काफी बड़ा था और उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे पता भी नहीं चला कि कब वो ऐसी शख्सियत बन गई जिसे दूसरे बड़ी बहन बिग सिस बुलाने लगे। वो एक ऐसी आइडल बन गई थी जिसे कई लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे। सेरेना का जवाब मिलते ही सराय के मालिक का चेहरा पूरी तरह खिल उठा। उसने सहमति में बार बार सिर हिलाया, फिर मुड़ा और खबर फैलाने के लिए भीड़ की ओर चल दिया। भीड़ और पूरा वेन्यू उत्साहित जयकारों की लहरों से गूंज उठा और सेरेना वापस मुड़ी उन दो लड़कियों को देखने के लिए जो फन जियो जियो के पास खड़ी थीं। उनकी आंखें अभी भी थोड़ी लाल थीं। वे अब वापस नहीं आएंगे। आप शांति से अपने गाने गाना जारी रख सकती हैं, सेरेना ने कोमलता से कहा। वोंग शिनी और वू पीलिंग की नम आंखों को देखकर सेरेना ने महसूस किया। उनके सीने में एक दर्द सा उठा। वाकई में टैलेंटेड लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उन दोनों ने एक साथ भर्राई हुई आवाज में कहा। वे काफी समय से इस उत्पीड़न को झेल रही थीं। आज रात उन्हें सच में समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, इसीलिए उन्होंने फन जियो जियो को फोन किया था। वे दोनों फन जियो जियो और यी शुहान को लंबे समय से जानती थीं और उनकी गहरी दोस्त थीं। शिनी, पीलिंग, ये सब ऐसे ही नहीं चल सकता। कौन जानता है आगे चलकर कोई और बेशर्म कंपनी तुम्हारे पीछे पड़ जाए। तुम लोग पोएटिक एंटरटेनमेंट में ऑडिशन देने की कोशिश क्यों नहीं करती? फन जियो जियो ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उनकी ओर देखा। वोंग शिनी और वू पीलिंग ने जब ये शब्द सुने तो उनकी आंखों की चमक थोड़ी कम हो गई। अगर वे किसी अच्छी कंपनी में शामिल हो सकती तो वे यहाँ सराय में रेजिडेंसी क्यों कर रही होती? बात यह है कि हम फोक म्यूजिशियंस हैं। लोक संगीत ही वो सब कुछ है जो हम जानते हैं और करते हैं। क्या पोएटिक एंटरटेनमेंट हमारे जैसे कलाकारों को स्वीकार करेगा? बॉस की वाइफ खुद यहाँ खड़ी है, क्यों न उनसे ही पूछ लिया जाए? बस एक कोशिश तो करो। यी शुहान तुरंत बीच में कूदा, फिर उम्मीद भरी नजरों से सेरेना की ओर देखा। सेरेना, शिनी और पीलिंग सच में कमाल की हैं। वोंग शिनी और वू पीलिंग ने ये सुनकर खामोश और उम्मीद भरी नजरों से सेरेना की ओर देखा। सेरेना मुस्कुराई, उसके चेहरे पर एक कोमल गर्माहट आ गई। किसने कहा कि फोक म्यूजिशियन का कोई भविष्य नहीं हो सकता? क्या मैं पहले तुम दोनों को गाते हुए सुन सकती हूँ? सेरेना ने तुरंत हाँ नहीं कहा। भले ही वे फन जियो जियो और यी शुहान की दोस्त थीं, लेकिन एक कंपनी के तौर पर उचित प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी था।
वोंग शिनी और वू पीलिंग ने सिर हिलाया। उन्होंने एक दूसरे को देखा, चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींची और हिम्मत जुटाई। एक ने माइक्रोफोन लिया, दूसरी ने अपना गिटार उठाया और वे स्टेज की ओर बढ़ीं। उनके आसपास के लोग हट गए और उनके लिए रास्ता बना दिया। कुछ लोग पहले से ही नाम लेकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे। उनमें से ज्यादातर यहाँ के रेगुलर कस्टमर थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि ये दोनों क्या करने में सक्षम हैं। सेरेना और बाकी लोग स्टेज के सामने जाकर खड़े हो गए और चुपचाप उन साधारण कपड़ों वाली आकृतियों को छोटी सराय के स्टेज के केंद्र में खड़ा देखने लगे। उस पल पूरी सराय में सन्नाटा छा गया। वोंग शिनी और वू पीलिंग आदत के अनुसार बार स्टूल पर बैठ गईं। उन्होंने स्टेज के नीचे मौजूद लोगों की ओर देखा। उनकी आंखें पहले से ही चमक रही थीं। हेलो एवरीवन, इस वेन्यू पर एक जोड़ी के रूप में ये हमारी आखिरी परफॉर्मेंस हो सकती है। हमें उम्मीद है कि ये आखिरी लोकगीत आप सभी के साथ रहेगा और यहाँ मौजूद हर किसी के लिए कुछ न कुछ लेकर आएगा। लोक संगीत गरीब है, गिटार महंगे हैं, कहानियां लंबी हैं, आगे का रास्ता बहुत दूर है। हमें उम्मीद है कि हर कोई हमारी जोड़ी को याद रखेगा। हमें लैंडलॉर्ड्स कैट कहा जाता है। इन शब्दों के साथ वू पीलिंग ने धीरे से गिटार के तार छेड़े। हवा में एक उदास धुन गूंज उठी। वोंग शिनी ने अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछे, माइक्रोफोन उठाया और कोमलता से गाया, रो मत, आगे हमेशा एक रास्ता होगा। एक साफ आवाज जिसमें हल्की सी उदासी घुली थी कमरे में भर गई। वोंग शिनी ने अपना चेहरा छत की ओर झुकाया, एक गहरी सांस ली और अपने गले में अटकी सिसकी को पी लिया। जैसे ही वो गाना शुरू हुआ, सेरेना की आंखों में एक चमक सी आ गई। इस लड़की की आवाज बहुत खूबसूरत थी और वो बिल्कुल वैसी ही सिंगर थी जिसके लिए लोक संगीत, फोक म्यूजिक बना है। वोंग शिनी ने खुद को संभाला, अपनी भावनाओं को स्थिर किया और गाना जारी रखा। रो मत, आगे हमेशा एक रास्ता होगा। जैसे खुशी बस अगले ही मोड़ पर इंतजार कर रही हो। तुम मुझे अपने दिल में रखते हो, मैं तुम्हारे बिल्कुल पास हूँ। तुम जहाँ जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी। ये सुनकर सेरेना ने धीरे से सिर हिलाया। वे दोनों स्टेज पर अभी भी थोड़े कच्चे कलाकार थे, लेकिन वही कच्चापन उन्हें लोक संगीत के लिए इतना परफेक्ट बना रहा था। और जिस तरह से उन्होंने एक जोड़ी के रूप में परफॉर्म किया, उसने हर किसी को बिल्कुल शुरुआत के दिनों में वापस जाने का एहसास कराया। उस समय में जब वे अभी शुरुआत ही कर रहे थे, अपने हरे और अस्थिर हाथों से अपने पहले गाने बजा रहे थे और अपने पहले सपने का पीछा कर रहे थे। ये काफी से भी ज्यादा था। जब गाना खत्म हुआ तो कुछ पुराने दर्शकों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उनमें से बहुत से लोग सिर्फ इन दो लड़कियों के लिए ही यहाँ आ रहे थे। ये देखना आसान था। इसके बाद ये दोनों शायद इस छोटी सराय में फिर कभी परफॉर्म नहीं करेंगी। वे दोनों बार स्टूल से नीचे उतरी, खुद को समेटा और घबराते हुए कदमों से सेरेना और दूसरों की ओर बढ़ीं। वे जानती थीं कि सेरेना के अगले शब्द उनके भविष्य की दिशा तय करेंगे। आप बहुत शानदार हैं। पोएटिक एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। सेरेना ने एक गर्म और कोमल मुस्कान के साथ उन दोनों की ओर देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके शब्द पूरी तरह से सच्चे थे। इसने वोंग शिनी और वू पीलिंग को फिर से रुला दिया। उन्होंने जल्दी से सेरेना से हाथ मिलाया। उनका दिल शब्दों से परे भर आया था। वेन्यू में मौजूद भीड़ धीरे धीरे लोकगीत की दुनिया से बाहर आई और फिर से जोशीले फैंस में बदल गई। सबकी जिद पर सेरेना का नाम एक सुर में जपा जाने लगा। सेरेना ने मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे स्टेज पर चढ़ी। आप सभी को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। आज रात नया गाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए अपना एक पुराना गाना गाती हूँ। यह मेरे व्यक्तिगत पसंदीदा गानों में से एक है, द विंड राइजेस, द विंड राइजेस। जैसे ही वे 3 शब्द उसके मुंह से निकले, भीड़ और भी जोर से चिल्ला उठी। पुरुष और महिलाएं सभी उस पल समर्पित छोटे फैंस में बदल गए। रास्ते भर चलते और रुकते हुए, भटकते हुए युवाओं के निशानों का पीछा करते हुए मैं जब पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे सामने जैसे पूरा कॉन्सर्ट चल रहा है। जैसे ही मुझे मिया का मैसेज मिला, मैं बिना रुके सीधे यहाँ चला आया और नतीजा ये हुआ कि मैं भी इसमें फंस गया। जिन लोगों ने मुझे देखा वे तुरंत पागल हो गए, खासकर सराय का मालिक। उसने तो माइक्रोफोन पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा कि आज रात बॉस का मूड बहुत अच्छा है और हर ड्रिंक ऑन द हाउस फ्री है। आखिरकार मैंने, सेरेना और बाकी लोगों ने अनगिनत ऑटोग्राफ साइन किए और सिक्योरिटी की मदद से किसी तरह भीड़ से रास्ता बनाते हुए कार में सवार होकर वहां से तेजी से निकल गए। तो तुमने क्या कहा कि तुम्हारी जोड़ी का नाम क्या है? कार में मैंने उन दोनों की ओर थोड़ा हैरान भाव से देखा। वोंग शिनी और वू पीलिंग ने घबराते हुए मेरी ओर देखा। दबी हुई आवाज में जवाब दिया, लैंडलॉर्ड्स कैट, लैंडलॉर्ड्स कैट। मैं उन दोनों को घूरता रहा। मेरे चेहरे के हाव भाव ऐसे थे जिन्हें बयां करना मुश्किल था। मुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं लैंडलॉर्ड्स कैट खेल रहा हूँ। मैं तो बस एक किराएदार का कुत्ता हूँ। तुम दोनों लोक संगीत, फोक म्यूजिक गाती हो? मैंने फिर से अविश्वास में पूछा, जिससे वे दोनों और भी ज्यादा तनाव में आ गईं। उनकी नजरों में मैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के सबसे ऊंचे मुकाम पर था।
कोई ऐसा जो उनके जैसे छोटे कलाकारों की पहुंच से पूरी तरह बाहर था। वे थोड़ा डरी हुई थीं। उन्हें डर था कि फोक म्यूजिशियन होने की वजह से वे शायद इसके काबिल न लगें। लेकिन सेरेना और बाकी लोगों के उत्साहजनक चेहरों को देखकर उन्होंने जवाब दिया, हाँ, लोक संगीत। तभी मैंने सहमति में सिर हिलाया। उन दोनों को अभी भी थोड़ा डरा हुआ देखकर मैंने जल्दी से उन्हें दिलासा दिया, लोक संगीत बहुत अच्छा है। लोक संगीत में 3 चीजें होती हैं, प्यार, आदर्श और दूर दराज की जगहें। वह सपना जो हर किसी के दिल में रहता है। मेरी बात सुनकर उन दोनों को अपने सीने में एक गर्माहट महसूस हुई। उनके चेहरे के भाव भी शांत हो गए। अगर मैंने भी ऐसा कहा था तो सब कुछ ठीक ही होगा। फन, जो एक तरफ बैठा था, अभी भी थोड़ा दोषी महसूस कर रहा था। उसने अपना सिर झुकाकर मेरी ओर देखा। मिस्टर जेम्स, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरी वजह से हुआ कि हर कोई इसमें घसीटा गया। इसकी चिंता मत करो। ऐसा नहीं है कि हम किसी खतरे में थे और तुम्हारी वजह से पोएटिक एंटरटेनमेंट को 2 और कलाकार मिल गए। अगर देखा जाए तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। इससे पहले कि फन जियो फिर से माफी मांग पाता, मैंने जल्दी से उसे हाथ हिलाकर मना कर दिया। वो पूरे रास्ते माफी ही मांग रहा था। मेरे कानों पर तो जैसे गट्टे पड़ने वाले थे। अभी का समय असल में बिल्कुल सही है। जैसा कि तुमने देखा, कई एंटरटेनमेंट कंपनियों ने पहले ही अपने स्टेटमेंट जारी कर दिए हैं। कंपटीशन के अगले कुछ राउंड्स अब असली लड़ाई होंगे। अभी ये सब होना कंपनी के लिए वास्तव में एक अच्छी बात है। मैं ये सिर्फ फन जियो को दिलासा देने के लिए नहीं कह रहा था। मैं वाकई में 2 और मजबूत कलाकारों को पाकर खुश था। जहाँ तक तियान में एंटरटेनमेंट और दूसरी कंपनियों के इरादों का सवाल था, मैंने कमोवेश उन्हें समझ लिया था। किसी भी मैदान में ताकत ही हमेशा बोलती है, चाहे वे कुछ भी प्लान करें। डिफेंडिंग साइड के रूप में मुझे बस एक ही बात कहनी थी, हर चुनौती का डटकर सामना करो, चाहे कुछ भी हो। जब तक कार कंपनी पहुंची तब तक काफी रात हो चुकी थी। हमने फिलहाल वोंग शिनी और वू पीलिंग को आर्टिस्ट अपार्टमेंट्स में सेटल कर दिया। आधिकारिक ज्वाइनिंग की कागजी कार्रवाई कल तक के लिए टाल दी गई। बस 2 घंटे बाद ही सेरेना और हम बाकी लोगों के सराय टावन में पहुंचने की खबर पूरे इंटरनेट पर छा गई, खासकर डुइन पर। उस जगह के एक के बाद एक वीडियो आते रहे। हर एक वीडियो पर लाखों लाइक्स आ रहे थे। सेरेना के द विंड राइजेस परफॉर्म करने वाले क्लिप ने 1 घंटे से भी कम समय में 1 मिलियन लाइक्स का आंकड़ा पार कर लिया था। हर वो रात भर जागने वाला शख्स जो उन वीडियो को देख रहा था, पछतावे में अपना सीना पीट रहा था और काश कह रहा था कि वे समय को पीछे ले जा पाते और खुद वहां पहुंच पाते। आखिरकार जब से मैं और सेरेना पब्लिक रडार पर आए थे, तब से ऐसा एक भी मौका नहीं आया था जहां कोई आधिकारिक पब्लिक अपीयरेंस हुआ हो। और अब उन्होंने इस तरह का सरप्राइज एम्बुश कर दिया था। हर कोने से नेटिजन्स कमेंट सेक्शन में गुस्से के साथ उमड़ पड़े। उनमें से हर कोई किसी ऐसे ठुकराए हुए प्रेमी की तरह लग रहा था जिसे पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया हो। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मुझे जलन हो रही है। सेरेना और जेम्स के इतने करीब होने का मौका और मैंने इसे खो दिया। पोएटिक अगली बार कम से कम हमें पहले बता तो सकता है। इस तरह का सरप्राइज अपीयरेंस बिल्कुल भी जायज नहीं है। कोई कॉन्सर्ट नहीं, कोई फैन मीट नहीं, और अब ये और वहाँ लोक संगीत भी था। मैं तो टूट गया हूँ। लोक संगीत गरीब है, गिटार महंगे हैं, लड़की खूबसूरत है और मैं बस इसके काबिल नहीं हूँ। जो फैंस वहाँ थे उन्होंने तो कोशिश भी नहीं की। तुमने उन्हें ऐसे ही कैसे जाने दिया? एक ढंग का कॉन्सर्ट कब हो रहा है? क्या ये कभी होगा भी? इंटरनेट पर बाढ़ की तरह आ रहे ऑन द सीन वीडियो का सामना करते हुए नेटिजन्स एक एक करके दुनिया के सबसे कड़वे नींबू में बदल गए। बयान न की जा सकने वाली खटास। घटनाओं के इस पूरे सिलसिले ने सफलतापूर्वक ट्रेंडिंग चार्ट्स में टॉप पर अपनी जगह बना ली। इस मोड़ पर हर किसी ने इस बात से समझौता कर लिया था। मुझे और सेरेना को ट्रेंडिंग लिस्ट में देखे बिना एक दिन भी बिताना शारीरिक रूप से गलत लगता था। जहाँ तक मुख्य किरदारों यानी मेरी और सेरेना की बात है, हम पहले ही घर पहुँच चुके थे। छोटी लिली को उस शाम पहले ही मेरी एक बेड टाइम स्टोरी ने सुला दिया था। हम दोनों ने हल्का और जल्दी डिनर किया और फिर अगले 10,000 शब्दों को यहाँ छोड़ दिया गया है। अगले दिन जैसे ही सुबह का सूरज उगा, मैंने अपने दर्द करते भारी शरीर को किचन तक घसीटा ताकि नाश्ता तैयार कर सकूं। सेरेना, जिसके गाल अभी भी हल्के लाल थे, मेरे बगल में खड़ी मदद कर रही थी। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैंने काफी लंबे समय से अपना मॉर्निंग वर्कआउट नहीं किया है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये शरीर दिन ब दिन ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। ये सब इसलिए था क्योंकि मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन छोड़ दिया था। दूसरी ओर सेरेना को बस अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हो रहा था। हर बार जब वो कल रात जो हुआ उसके बारे में सोचती तो वो शर्मिंदगी के मारे गायब हो जाना चाहती थी। उसे अभी भी अंदाजा नहीं था कि मैंने वे सारी चीजें कहाँ से सीखी थीं। यह उसे शर्मिंदा और परेशान करने के लिए काफी था। हनी, जाओ लिली को जगाओ।
मैंने ताज़ा चावल के दलिए पॉरेज का एक चम्मच चखा, संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, फिर काउंटर से साइड डिश उठाई और सेरेना से कहा। सेरेना अभी भी कहीं अपनी ही यादों में खोई हुई थी। उसकी चमकती नम आंखें सीधे सामने देख रही थीं, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका वो प्यारा सा खोया हुआ अंदाज देखकर मैं मुस्कुराया और जल्दी से उसके लाल गाल पर एक किस कर लिया। हनी, अगर तुम ऐसे ही खोई रही तो लिली स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। पूरी तरह से अचानक पकड़े जाने पर सेरेना वापस हकीकत में लौट आई। उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसने अपना सिर झुकाया और किचन से तेजी से बाहर निकल गई। उसके वे छोटे छोटे तेज कदम लगभग किसी कॉम्पिटिटिव वॉकर की रफ्तार का मुकाबला कर रहे थे। जब तक सेरेना छोटे बेडरूम से बाहर आई, अपनी गोद में अभी अभी जागी हुई लिली को लिए हुए, तब तक मैंने टेबल पर सब कुछ सजा दिया था। चावल का दलिया, भरवा पैनकेक और सारी साइड डिश। मैं वहाँ एक प्यारी मुस्कान के साथ बैठा उन दोनों का इंतजार कर रहा था। उन बड़ी और छोटी बादाम जैसी आंखों की जोड़ी को देखकर मेरा मूड और भी खुशनुमा हो गया। सच में घर पर एक खूबसूरत वाइफ और एक प्यारा सा बच्चा हो तो लाइफ इससे बेहतर नहीं हो सकती। ब्रेकफास्ट के बाद हमने हमेशा की तरह लिली को किंडरगार्टन छोड़ा। फिर हम दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। ज्यादातर स्टाफ पहले ही आ चुका था और सब अपने अपने काम में बिजी थे। वोंग, शिनी और वुइंग भी जल्दी आ गए थे। वे अभी अभी एंजेला के ऑफिस से अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बाहर निकले थे। कल के मुकाबले आज उनके चेहरों की मुस्कान बिल्कुल अलग और चमकदार थी। उनमें से किसी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि किसी दिन वे वाकई ऐसी कंपनी ज्वाइन करेंगे जिसकी इतनी पहचान और चर्चा है, उस पर भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक फ्री कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई पाबंदी नहीं थी और कोई शर्त नहीं जुड़ी थी। भले ही अभी पोएटिक एंटरटेनमेंट के पास उन्हें ऑफर करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन हर कोई जानता था कि पोएटिक एंटरटेनमेंट का फ्यूचर बेहद शानदार है। इसकी कामयाबी की कोई लिमिट नहीं थी। सेरेना और मैं अभी ब्रेक रूम में घुसे ही थे कि मिस क्लेयर भी अंदर आ गईं। गौर करने वाली बात यह है कि मिस क्लेयर फिलहाल न सिर्फ सेरेना की मैनेजर के रूप में काम कर रही थीं, बल्कि कंपनी के ऑपरेशंस और डेवलपमेंट को भी देख रही थीं। पोएटिक एंटरटेनमेंट अभी भी ग्रो कर रहा था और जब मैनेजमेंट टैलेंट को रिक्रूट करने की बात आती थी तो मेरे स्टैंडर्ड्स काफी स्ट्रिक्ट थे। भरोसेमंद होने और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ साथ उनकी प्रोफेशनल काबिलियत भी टॉप टियर की होनी चाहिए थी। ऐसे लोग मिलना वाकई मुश्किल था, इसलिए मैं किसी जल्दबाजी में नहीं था। इसके अलावा कंपनी पूरी तरह से चाइना's अल्टीमेट वॉइस से जुड़ी चीजों में डूबी हुई थी और मेरे पास अभी मैनेजमेंट लेवल की हायरिंग के लिए रिक्रूट और स्क्रीन करने का समय या एनर्जी नहीं थी। गुड मॉर्निंग मिस क्लेयर। मैंने मिस क्लेयर की तरफ देखा जो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक लग रही थी और उन्हें स्माइल के साथ ग्रीट किया। सेरेना आगे बढ़ी और मिस क्लेयर का हाथ पकड़ लिया और दोनों मिस क्लेयर के सामने बैठ गईं। सेरेना हमेशा एक छोटी बच्ची जैसी लगती थी। जब वे पहली बार मिले थे उसके मुकाबले अब वो कई साल छोटी लग रही थी। यहाँ तक कि उसके सफेद बालों को भी वापस काला डाई कर लिया गया था। उसके चेहरे पर मुस्कान अब और भी अक्सर दिखने लगी थी। सब कुछ एक बेहतर दिशा में बढ़ रहा था और इतना ही काफी था। गुड मॉर्निंग मिस्टर जेम्स। कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है। टीम में एंटरटेनमेंट की क्वीन मोबाई को अर्जेंटली देश वापस बुला लिया गया है। वो पहले से ही ट्रेंडिंग चार्ट्स पर है। शांगशी एंटरटेनमेंट के किंग तीहुआ भी आज सुबह शांगशी बिल्डिंग में दिखाई दिए और दूसरी एंटरटेनमेंट कंपनियों के कई फर्स्ट ईयर आर्टिस्ट्स ने बेसिक तौर पर अपने बाकी काम साइड में रख दिए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई चाइना's अल्टीमेट वॉइस की तैयारी में पूरी जान लगा रहा है। चीहुआ और मोबाई, ये दोनों अभी राज कर रहे रॉयल्टी की तरह हैं। उन्होंने लंबे समय से टॉप स्पॉट्स पर कब्जा कर रखा है और उनका बहुत बड़ा फैन बेस है। पिछले एक साल से एक फिल्मों की शूटिंग में बिजी था और दूसरी वर्ल्ड टूर के लिए ओवरसीज गई हुई थी। ऑनलाइन उन दोनों के बारे में चर्चा काफी कम हो गई थी, लेकिन किसी ने भी एक सेकंड के लिए भी उनके इन्फ्लुएंस पर शक नहीं किया। बस अभी देखिए, जैसे ही उन्होंने अपना चेहरा दिखाया वे ट्रेंड करने लगे। सिर्फ वही बात सब कुछ बयां कर देती है। अब उन दोनों के अचानक लौटने और अपनी अपनी कंपनियों में दिखने के साथ और दूसरी कंपनियों के फर्स्ट ईयर आर्टिस्ट्स की हाई प्रोफाइल अपीयरेंस को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आने से पहले सन्नाटा छा रहा है। हवा में कुछ बड़ा होने का एहसास है। कमरे का माहौल समझने वाला कोई भी व्यक्ति समझ सकता था कि इस सिचुएशन का मतलब था कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की पुरानी ताकतें पोएटिक एंटरटेनमेंट के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं। ऑनलाइन रिएक्शंस दो तरफा बट गए थे। दोनों तरफ के फैंस ने हार मानने से मना कर दिया। इससे पहले कि मेन प्लेयर्स ने कंपटीशन शुरू भी किया होता, नेटिजन्स पहले से ही एक दूसरे के गले पड़े हुए थे। सेरेना ग्रेट है, लेकिन मेरी क्वीन मोबाई बेस्ट है। मेरी क्वीन के लिए अनकंडीशनल सपोर्ट। मैं मानता हूँ कि मोबाई की स्किल असली है, लेकिन भूलिए मत, मैंने पोएटिक को नहीं भुलाया है। पोएटिक अनबीटेबल है। मुझे बस एक बात पूछने दीजिए, क्या इस इंडस्ट्री में एक भी इंसान है जो वाकई टिक सकता है? तुम मेरे चीहुआ को कहाँ रख रहे हो? मत भूलो कि चीहुआ सिर्फ एक सिंगर नहीं है, वो एक सॉन्ग राइटर भी है। क्या मेरे चीहुआ को अब पीछे हट जाना चाहिए
या पोएटिक कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गया है? ईमानदारी से कहूँ तो वन ऑन वन मुझे लगता है कि जेम्स रिवर्स के अलावा पोएटिक एंटरटेनमेंट के पास वाकई कुछ नहीं है। सच बात तो यही है, एक राज करने वाला किंग और क्वीन, ये कोई हाइप नहीं है, उन्होंने इसे कमाया है। एक पोएटिक फैन होने के नाते मैं बस इतना कह सकता हूँ कि पोएटिक लगे रहो, मुझे भी पोएटिक फैंस की गिनती में जोड़ लो। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा उन्हें सपोर्ट करूंगा। दूसरी कंपनियों के उन फर्स्ट ईयर आर्टिस्ट्स को मत भूलिए, वे भी कोई कम नहीं है। सेरेना के बाहर पोएटिक एंटरटेनमेंट के पास आखिर और कौन है? ये मुश्किल होने वाला है। पोएटिक एंटरटेनमेंट अकेले दम पर इंडस्ट्री की हालत बदलने की कोशिश कर रहा है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पूरा इंटरनेट उथल पुथल में था। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का सबसे बड़ा तूफान इस पल से ऑफिशियली शुरू हो चुका था। यहाँ से ग्रैंड मुकाबला पूरी तरह से शुरू हो गया था। पोएटिक एंटरटेनमेंट के अंदर मिस क्लेयर की पूरी रिपोर्ट सुनने के बाद मेरे एक्सप्रेशन में जरा भी बदलाव नहीं आया। मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो एकदम अटल था, जैसे कोई पहाड़ जो हवा के कितने भी तेज झोंके से न हिले। मैंने मिस क्लेयर की तरफ देखा और मुस्कुराया। अब ये और भी इंटरेस्टिंग हो गया है। इससे पहले उनमें से कोई भी सीरियसली लेने लायक नहीं था। वो विल तो बस प्योर कॉमेडी था। इस तरह के बदलाव के खिलाफ मैं सच में परेशान नहीं था। दुनिया की नींव जितनी गहरी होगी, मैं उतना ही उसका स्वागत करूंगा। दो अलग कल्चर्स की दुनिया के स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स आपस में टकरा रहे हैं, इससे कैसी चिंगारी निकलेगी? सच कहूं तो मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ये कहने के बाद मैंने पोएटिक एंटरटेनमेंट के सभी आर्टिस्ट्स को एक साथ बुलाया और कंपनी की स्थापना के बाद से पहली मीटिंग की। उस पूरी मीटिंग का सार हर इंसान के हाथ में थमाया गया एक गाना था, हर किसी के लिए एक गाना। इसने सबको पूरी तरह से हैरान कर दिया। वे चुपचाप शीट म्यूजिक को पकड़कर उसे पढ़ने लगे। वे इसे जितना आगे पढ़ रहे थे, उनकी आंखें उतनी ही चौड़ी होती जा रही थीं। ये वाकई एक बेशकीमती खजाना था। जब उन्होंने अपना सिर उठाया तो जिस तरह से वे मुझे देख रहे थे वो पूरी तरह बदल चुका था। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वे मुझे पूरा निगल जाना चाहते हों। खासकर किंग लू, लू हुइंग और शियाओ चिन। जब तक उन तीनों ने इसे पढ़ना खत्म किया, उनका दिमाग सुन्न हो चुका था। ये गाने ऐसे लग रहे थे जैसे खास तौर पर उन्हीं के लिए लिखे गए हों। लुयांग के हाथ, जिनमें शीट म्यूजिक था, कांप रहे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसके हाथ में जो गाना था वैसा उसने सिर्फ अपने सपनों में देखा था। एक ऐसा गाना जिसकी उसने अपनी पूरी जान लगाकर तमन्ना की थी। उसे यकीन था कि सिर्फ इसी एक गाने से वो रातों रात इंडस्ट्री की क्वीन बन जाएगी। सिर्फ क्वीन ही नहीं, राज करने वाली क्वीन। लू होइंग ने ऊपर देखा और बाकी सब की तरह गहरी और संजीदा आंखों से मेरी तरफ देखा। मिस्टर जेम्स, क्या ये वाकई मेरे लिए है? बिल्कुल, मैंने मजबूती से सिर हिलाया। लू वोइंग को इस तरह देख मेरा दिल शांत इमोशन से भर गया। ये वो इंसान था जिसकी आवाज ने कभी अनगिनत लोगों को रुला दिया था। इस दुनिया में सिर्फ लू रोइंग ही इस गाने के काबिल थी। मैंने बाकी सबकी तरफ देखा और पूरी ईमानदारी से कहा, इसे बिना किसी फिक्र के गाओ। कंपनी ने पहले ही इसके कॉपीराइट्स रजिस्टर करा लिए हैं। जब तक तुम हमारे साथ हो, मैं हर चीज का वादा तो नहीं करता, लेकिन तुम्हारे अपने गानों का खजाना कभी खाली नहीं होगा। ये सुनकर सबने सिर हिलाया। उन सबको अपने हाथों में मौजूद शीट म्यूजिक अब थोड़ा और भारी महसूस होने लगा। ये उन पर मेरा भरोसा था। हमारी पहली साथ की शुरुआत के लिए मैंने उनमें से हर एक को कुछ ऐसा असाधारण दिया था जो उन पर पूरी तरह फिट बैठता था। मैं इसी तरह का इंसान था और मेरे भरोसे के बदले में वे इन गानों की अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट लेवल तक ले जाने के लिए जी जान लगा देंगे। मीटिंग खत्म हुई। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने शीट म्यूजिक को अपने सीने से लगा लिया और एक्साइटमेंट के साथ अपने अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तरफ चल दिए। मैंने उन्हें जाते हुए देखा और एक लंबी गहरी सांस ली। अब तूफान उठने वाला था। इन लोगों के आने से चाइना की म्यूजिक वर्ल्ड हिल जाएगी। हर नेटिजन के इंतजार और हर एंटरटेनमेंट कंपनी की नजरों के बीच शुक्रवार 22 नवंबर को चाइना's अल्टीमेट वॉइस का तीसरा एपिसोड आखिरकार आ गया। इस एपिसोड के टिकट बहुत पहले ही बिक चुके थे और ब्लैक करने वाले इन्हें आसमान छूती कीमतों पर बेच रहे थे। इसके बावजूद मैजिक सिटी स्टेडियम के बाहर अनगिनत लोग इन्हें पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। उस शाम 8 बजे बजने से काफी पहले ही भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। चाहे टिकट हो या न हो, हर कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। सबको पता था कि कंपटीशन का ये राउंड कुछ हटकर होने वाला है। पोएटिक एंटरटेनमेंट के सभी लोग इस बार वहां मौजूद थे। यहाँ तक कि मैं भी छोटी लिली को सुलाने के बाद वहां पहुंचा। बाहर के परेशान नेटिजन्स के उलट यहाँ हर एक इंसान पूरी तरह शांत और कॉन्फिडेंट था। क्यों? सीधा सा जवाब है, मेरे गानों की वजह से। रही बात इसकी कि आज रात स्टेज पर कौन जाएगा, तो वो अभी भी एक राज था, क्योंकि मैंने कहा था कि हम ये इस आधार पर तय करेंगे कि हमें चैलेंज कौन दे रहा है। वे जिसे भी भेजेंगे हम उसी लेवल पर जवाब देंगे। मैं उन्हें उनके अपने ही मैदान में हराऊंगा। उधर टीम में एंटरटेनमेंट में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी।
वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि ओपनिंग राउंड में पहले किसे जाना चाहिए। सब कुछ डिस्कस होने के बाद लुगा ने फाइनल फैसला लिया। चूंकि हमने पहले राउंड में ही जेम्स रिवर्स को कुचलने का फैसला किया है, तो चलिए हमारी कंपनी से मोबाइल को भेजते हैं। पोएटिक एंटरटेनमेंट को एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग वार्निंग मिलनी चाहिए। एक राज करने वाली क्वीन। देखते हैं जेम्स रिवर्स रात के ठीक 8 बजे इसका क्या जवाब देता है। चाइना's अल्टीमेट वॉइस ऑफिशियली शुरू हो गया। इस बार ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी इस कंपटीशन पर पैनी नजर रख रहा था। उन्होंने प्राइम टाइम स्लॉट को तीनों स्टेज के सबसे आगे कर दिया था, जिसका मतलब था कि शाम की सबसे पहली जंग पोएटिक एंटरटेनमेंट की होगी। जैसे ही पूरी ऑडियंस अंदर आई और अपनी सीटों पर बैठ गई, मैजिक सिटी स्टेडियम के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए। पूरे वेन्यू में अंधेरा छा गया। फिर अगले ही पल हवा में चाइना's अल्टीमेट वॉइस के शब्द चमक उठे और सितारों की रोशनी के बीच ओपनिंग म्यूजिक गूंज उठा। पूरे वेन्यू का माहौल एकदम जादुई और दूसरी दुनिया जैसा लग रहा था। उसी पल हर एक ऑडियंस मेंबर चीखने चिल्लाने लगा। इस अलग तरह की ओपनिंग ने वेन्यू में मौजूद हर इंसान को समझा दिया कि आने वाला कंपटीशन असाधारण होने वाला है। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला था, उन्हें अब बहुत पछतावा हो रहा था। वे बस लाइव स्ट्रीम के जरिए इस शानदार इवेंट को देख सकते थे। सितारों की रोशनी में स्टेज कैमरे ने धीरे धीरे एक अकेली आकृति को आगे बढ़ते हुए दिखाया। जैसे ही वो आकृति दिखी, भीड़ में सुनामी की तरह शोर मच गया। मोबाइल लाइव स्ट्रीम की ऑडियंस भी दंग रह गई। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि टीम में एंटरटेनमेंट पहले ही राउंड में अपना सबसे बड़ा पत्ता खोल देगा। क्वीन मोबाइल स्टेज पे आ चुकी थी। सफेद गाउन पहने क्वीन मोबाइल ऐसी लग रही थी जैसे स्वर्ग से उतरी कोई परी हो। उसने भीड़ की तरफ हाथ हिलाया। उसके मासूम चेहरे पर एक शांत और सुलझी हुई मुस्कान थी, खासकर उसकी वे आंखें जो पानी की तरह नरम और खूबसूरत थीं। उनसे नजरें हटाना नामुमकिन था। 30 की उम्र पार करते ही सिर्फ वे आंखें पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाने के लिए काफी थीं। मोबाइल स्टेज के नीचे मौजूद भीड़ तुरंत झूम उठी। शोर और तेज हो गया। जब मोबाइल ने धीरे से अपने होठों पर उंगली रखी और शाह का इशारा किया, तब जाकर ऑडियंस शांत हुई। एक क्वीन के स्टेज पर कदम रखते ही पूरे वेन्यू की एनर्जी बढ़ गई थी। ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग भी तारीफों के पुल बांध रहे थे। क्वीन ऐसी दिखती है, ये इन्फ्लुएंस असली है। मोबाइल बहुत खूबसूरत है, मुझे प्यार हो गया है। सच कहूँ तो सेरेना और मोबाइल एक ही लेवल पर हैं। बस फर्क इतना है कि एक शादीशुदा है और बच्चा है और दूसरी नहीं। वहाँ वाकई कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन सेरेना के पति जेम्स रिवर्स हैं। मैं उन दोनों को पसंद करता हूँ। अगर कोई और होता तो शायद कंपटीशन होता ही नहीं, चाहे वो शादीशुदा हो या नहीं। इसके अलावा स्किल ही सब कुछ है। मोबाइल के मुकाबले सेरेना अभी थोड़ी नई है। उन दोनों ने अलग अलग समय पर डेब्यू किया था। सेरेना को थोड़ा और वक्त दीजिए और वो भी अगली क्वीन होगी। मोबाइल के आने से ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ। तुलना की जाए तो पोएटिक एंटरटेनमेंट की तरफ ऐसा कोई नहीं दिखता जो उनका मुकाबला कर सके। खैर छोड़ो, बस म्यूजिक सुनते हैं। मोबाइल की पहुंच और इन्फ्लुएंस को देखते हुए बैकस्टेज होते हुए भी मैं खुद को गौर करने से नहीं रोक सका। आखिर एक क्वीन तो क्वीन ही होती है। किसी भी दुनिया में एक किंग या क्वीन का दबदबा निर्विवाद रूप से ताकतवर होता है। पोएटिक एंटरटेनमेंट के पास भले ही अभी कोई क्वीन न हो, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा था जो क्वीन बनने से बस एक कदम दूर था। और मेरा मानना था कि आज रात पोएटिक एंटरटेनमेंट एक राज करने वाली क्वीन को जन्म देगा। वुइंग, इस बार तुम्हारी बारी है। मैंने मुस्कुराते हुए लू वुइंग की तरफ देखा। लू वुइंग एक पल के लिए ठिठकी, फिर उसकी नजरें थमी और उसने मजबूती से सिर हिलाया। ठीक है, पोएटिक एंटरटेनमेंट की तरफ से लाइनअप तय हो चुका था। स्टेज पर वापस मोबाइल ने अपनी खूबसूरत बादाम जैसी आंखें झपकाईं, जिससे भीड़ से एक और लहर उठी। बड़ी स्क्रीन पर आज रात के गाने का टाइटल दिखा, रेमिनिस रेमिनिस। थोड़ा उदास करने वाला म्यूजिक शुरू हुआ और ऑडियंस तुरंत खामोश हो गई। कई लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धुन को खुद को यादों में ले जाने दिया। ये एक भावुक और दिल को छू लेने वाला बैलेड था। स्टेज पर मोबाइल ने अपने इमोशंस को संभाला और अपनी पकड़ बना ली। जब मोबाइल ने पूरा गाना खत्म किया तो उसने एक लंबी और गहरी सांस ली, खुद को उस दुनिया से बाहर निकाला जिसमें वो गाना उसे ले गया था। फिर वह स्टेज के नीचे मौजूद फैंस की तरफ मुड़ी जो अपनी ग्लो स्टिक्स लहरा रहे थे और झुककर उनका अभिवादन किया। वो पीछे हटी और धीरे धीरे बैकस्टेज की ओर चल दी। लू होइंग पहले से ही बैकस्टेज इंतजार कर रही थी। जैसे ही मोबाइल बैकस्टेज की तरफ बढ़ी, उसने उसे वहां इंतजार करते हुए देखा। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा। मोबाइल की आंखों में हैरानी की एक साफ झलक थी। वुइंग, तुम पोएटिक एंटरटेनमेंट में शामिल हो गई? लू वुइंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, तुम 1 साल से देश से बाहर थी, शायद तुमने सुना नहीं होगा। जेम्स रिवर्स वाकई में एक बहुत महान सॉन्ग राइटर और एक बहुत अच्छे बॉस हैं। मोबाइल के एक्सप्रेशन थोड़े ठंडे पड़ गए। वो और लू वुइंग एक दूसरे को सालों से जानती थी और ये पहली बार था जब उसने लू वुइंग को इतनी खुलकर किसी की तारीफ करते सुना था। तो फिर मैं तुमसे ज्यादा बातें नहीं करूंगी।
अब मेरी बारी है जाने की। शुभकामनाएं। सामने स्टेज की लाइटें फिर से जल चुकी थीं। लू वुइंग ने एक आखिरी बात कही और तेजी से स्टेज की तरफ बढ़ गई। मोबाइल खुद को संभालते हुए वापस पलटी और लू वुइंग को जाते हुए देखने लगी। उन दोनों ने लगभग एक ही समय पर डेब्यू किया था। वो अच्छी तरह जानती थी कि लू वुइंग के पास सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, वो एक गाना जो वाकई उसका अपना हो। एक बार वो मिल जाए तो वो भी क्वीन की लिस्ट में शामिल हो सकती थी। अर्जेंटली वापस बुलाए जाने के बाद उसे थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि क्या चल रहा है। जब मेरी बात आती थी तो वो क्यूरियस भी थी और वाकई तारीफ करने वाली भी। उस तरह के टैलेंट वाला इंसान किसी की भी तारीफ का हकदार था। लेकिन टीम में एंटरटेनमेंट ने उसे शुरुआत दी थी और यही वजह थी कि क्वीन बनने के बाद भी वो टीम में एंटरटेनमेंट के साथ ही रही। लुगा पर्सनली कैसा भी इंसान हो, टीम में एंटरटेनमेंट शुरू से उसके साथ था। जब उसके पास कुछ नहीं था तब उसे रिसोर्सेज दिए और उसे वो बनाया जो वो आज है। वो ऐसी इंसान नहीं थी जो एहसान भूल जाए। जहाँ तक एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की मौजूदा हालत की बात है, वो इसे अच्छी तरह समझती थी, लेकिन इसे बदलने के लिए वो वाकई कुछ नहीं कर सकती थी। और वैसे भी क्या हर किसी ने इसी तरह के माहौल से लड़कर अपना रास्ता नहीं बनाया था? इसलिए यहाँ कुछ भी सही या गलत नहीं था, बस समय बदल रहा था। मेरी मौजूदगी शायद बदलते युग के उन मोड़ में से एक थी। अगर मैंने आगे बढ़ने की हिम्मत की थी तो मेरे पास सबको झेलने के लिए पर्याप्त ताकत होनी ही चाहिए थी। मोबाइल ने ये सब बहुत साफ तौर पर देख लिया था। लू वुइंग धीरे धीरे स्टेज पर आई और जैसे ही वो दिखाई दी, भीड़ में हैरानी की लहर दौड़ गई। ऑडियंस को उम्मीद नहीं थी कि पोएटिक एंटरटेनमेंट की तरफ से वो आएगी। सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, उस वक्त टीम में एंटरटेनमेंट के कॉन्फ्रेंस रूम में भी सन्नाटा पसर गया। उनके चेहरों की मुस्कान वहीं जम गई। हर कोई यकीन न करते हुए बड़ी स्क्रीन को घूर रहा था। जो वे देख रहे थे उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। लू वुइंग एक ऐसी आर्टिस्ट जो कभी मोबाइल के बराबर खड़ी थी। अगर उसे वो एक गाना ना मिला होता जो वाकई उसका अपना था तो वो बहुत पहले ही क्वीन बन गई होती। खासकर लुगा, उसके हाथ में मौजूद चाय का कप इस वक्त कांप रहा था। लू वुइंग कितनी खतरनाक हो सकती है, ये उससे बेहतर कोई नहीं समझता था। टीम में एंटरटेनमेंट के चेयरमैन ने उस समय मोबाइल को उससे आगे रखने के लिए भारी भरकम पैसा खर्च किया था। अनगिनत टॉप सॉन्ग राइटर्स को बुलाया था और आखिर में बमुश्किल एक ऐसा गाना मिल पाया जिसने मोबाइल को क्वीन की पोजीशन तक पहुंचाया। लेकिन अब लू वुइंग फिर से स्टेज पर थी और इस बार उसके पास मेरे जैसे मॉन्स्टर का साथ था। जैसे ही लुगा ने इसके बारे में सोचा, उसके अंदर एक सिहरन दौड़ गई। कुछ ही पल पहले वो जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त महसूस कर रहा था और अब उसका दिल पूरी तरह से घबराहट में डूब गया था। लाइव स्टेज पर लू वुइंग ने सफेद बटन वाली शर्ट पहनी थी जिस पर गार्डेनिया की पंखुड़ियां छपी थीं और साथ में हल्के नीले रंग की प्लीटेड स्कर्ट थी। बस वहां इस तरह खड़े होकर ही उसने ऑडियंस के एक बड़े हिस्से का दिल जीत लिया था। उसके चेहरे पर वो प्यारी सी मुस्कान जिसे एक बार देखने पर ही इंसान को तुरंत सुकून महसूस होता था। ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम में मोबाइल के बारे में चल रहे कमेंट्स अचानक रुक गए। खामोशी छा गई। फिर स्क्रीन पर वॉल टू वॉल सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स नजर आने लगे और उसके बाद जैसे हैरान कर देने वाले कमेंट्स का सैलाब आ गया। उस पल हर एक देखने वाला और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। लू वुइंग, दोस्तों वो एरा वाकई वापस आ रहा है। अभी मैं जो फील कर रहा हूँ उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जो भी उस दौर में जिया है उसकी आंखों में इस वक्त पक्का आंसू होंगे। लू वुइंग ने वाकई पोएटिक एंटरटेनमेंट ज्वाइन कर लिया है। मैंने कभी इसे इमेजिन करने की हिम्मत भी नहीं की थी। दोस्तों आगे जो होने वाला है मैं उसे लेकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। इतनी उत्साही भीड़ का सामना करते हुए लू वुइंग लगभग सुन्न महसूस कर रही थी। उसे इस तरह के स्टेज पर खड़े हुए बहुत लंबा समय हो गया था। पिछले 2 सालों से वो उसे गाने की तलाश में थी और अब आखिरकार उसने उसे पा लिया था। उसी पल म्यूजिक शुरू हुआ। पूरी ऑडियंस ने एक पल में शोर मचाना बंद कर दिया। वे बिल्कुल खामोशी से सुनने लगे। स्टेज के ऊपर बड़ी स्क्रीन पर गाने का टाइटल दिखाई दिया, लेटर लेटर। म्यूजिक के साथ बहते हुए लू वुइंग ने एक गहरी सांस ली और माइक्रोफोन उठाया। ऑडियंस का हर एक मेंबर, जैसे उन्होंने ये गाना पहले भी सुना हो, खुद को साथ गाने से रोक नहीं पाया। यहाँ तक कि लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग भी, चाहे वे टीवी के सामने हों या हाथ में फोन पकड़े हों, अनजाने में ही धीरे धीरे साथ गुनगुनाने लगे। जो साफ तौर पर सिर्फ एक कंपटीशन था वो लू वुइंग के सोलो कॉन्सर्ट में बदल गया था, जहाँ पूरा हाउस एक साथ गा रहा था। ऑडियंस ने इसे सिर्फ एक बार सुना था, कुछ ने तो पूरा सुना भी नहीं था। फिर भी वे स्टेज पर परफॉर्मर के साथ सुर से सुर मिला पा रहे थे और हर नोट को अपनी मेमोरी से गा रहे थे। ये देखकर कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हर आर्टिस्ट का दिल भर आया। उनके मन में एक गहरी जलन भी थी और साथ ही लू वुइंग के लिए बेहद खुशी भी। इस तरह का पल वो सीन था जिसका सपना वे सभी देखते थे। ये वो चीज थी जिसका पीछा हर आर्टिस्ट अपनी पूरी लाइफ करता है। भला ऐसा कौन सा सिंगर होगा जो इस तरह के गाने की चाहत न रखे। इस तरह के ग्लोरी वाले एक पल को पाने के लिए पूरे वेन्यू में सबकी मिली जुली आवाजें गूंज रही थीं।
आज की रात कोई पछतावा नहीं था। टीम में एंटरटेनमेंट के कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर माहौल एकदम ठंडा पड़ चुका था। हर कोई लुगा के पीले पड़े चेहरे को देख रहा था और किसी की भी तेज सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पूरे कमरे में सिर्फ बड़ी स्क्रीन पर चल रहे उस फुल हाउस सिंगलोंग की आवाज गूंज रही थी। लुगा स्क्रीन पर दिख रहे उस मंजर को खाली और सूनी आंखों से घूर रहा था। एक कंपटीशन को इस तरह के माहौल में बदल देना, ऐसा लगता था कि दुनिया में मेरे लिखे गाने के अलावा कोई और गाना ऐसा नहीं कर सकता। चेयरमैन लुगा, ये सिर्फ एक राउंड है, इसे इतना दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। हमें उनके टैलेंट के बारे में पहले से पता था। हमारी स्ट्रैटेजी कभी भी सिर्फ इस एक राउंड पर टिकी नहीं थी, इसलिए अपना दिमाग शांत रखिए। और वैसे भी रिजल्ट अभी तय नहीं हुआ है ना? मुंबई के पास अभी भी चांस है, उसका गाना भी किसी से कम नहीं है। यह टिन शिंशी था जिसने आखिरकार शांति तोड़ी, उसके चेहरे पर शांति थी। अगर उसने मेरे टैलेंट को इतनी साफ तौर पर नहीं समझा होता तो उसने मुझे पिछली बार इतनी आसानी से वहां से बाहर नहीं जाने दिया होता। लुगा ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसे मानना पड़ा कि वो वाकई विचलित हो गया था। उसने मेरे लिए अपने मन में इज्जत का लेवल बार बार बढ़ाया था, फिर भी हकीकत यही साबित कर रही थी कि उसने अभी भी जेम्स रिवर्स को उतना क्रेडिट नहीं दिया था जिसका वो हकदार था। जिसे उसने एक तरफा जीत समझा था, उसे बिना किसी बड़े ड्रामे के शांति से खत्म कर दिया गया था। ठीक है, रिजल्ट का इंतजार करते हैं। अगर मुंबई हारती है तो हम तब डिस्कस करेंगे कि अगले 2 राउंड्स के लिए किसे आगे आना चाहिए, स्टेज पर किसे जाना चाहिए। उस पल मैजिक सिटी स्टेडियम में फुल हाउस सिंगलोंग खत्म हो चुका था। अब बस ऑडियंस के हाथ धुन के साथ धीरे धीरे लहरा रहे थे। उनकी आंखों में गहरी भावनाएं थीं और वे स्टेज की ओर देख रहे थे, लू वुइंग की तरफ, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लू वुइंग उस पल में शब्दों से परे भावुक थी। एक सिंगर के तौर पर स्टेज पर खड़े होकर ऐसे पल का गवाह बनना, उसने अपनी लाइफ बिना किसी पछतावे के जी ली थी। म्यूजिक अभी भी बज रहा था। लू वुइंग ने अपने दिल की धड़कनों को संभालने की कोशिश की। खुद को इकट्ठा करते हुए उसने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान वापस लाई। जैसे ही म्यूजिक खत्म हुआ, उसने आखिरी सुरों को पूरा किया। नीचे से तालियों की गूंज बिजली की कड़कड़ाहट की तरह उठी। भीड़ का शोर और चीखें वेन्यू के हर कोने में भर गईं। एक पल में लू वुइंग ने माइक्रोफोन पकड़ा और गहरा झुककर अभिवादन किया। आप सभी का शुक्रिया। ये कहने के बाद उसने अपना सिर उठाया, खुद को संभाला और शोर मचाती भीड़ के बीच धीरे धीरे स्टेज से नीचे उतर गई। बैकस्टेज मुंबई अभी तक गई नहीं थी। उसने एक उलझे हुए भाव के साथ लू वुइंग की तरफ देखा और एक पल बाद कहा, बधाई हो वुइंग, आज रात के बाद तुम एक क्वीन हो। लू वुइंग अभी भी उस गाने की दुनिया से पूरी तरह बाहर नहीं आई थी। उसने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे। मुंबई, मैंने आखिरकार सच में यह गाना पा लिया। पोएटिक एंटरटेनमेंट आना, जेम्स रिवर्स से मिलना, और अब यहाँ खड़े होकर मैं आखिरकार समझ गई हूँ, सब कुछ किस्मत में लिखा था। जैसे ही वो बोली, लू वुइंग के चेहरे की मुस्कान और चौड़ी होती गई, जो खिले हुए फूल की तरह चमकदार थी। ये गाना हमेशा यही था, बस मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे खुशी है कि मैंने हार नहीं मानी। लू वुइंग की बातें सुनकर मुंबई एक पल के लिए ठिठक गईं। फिर उसने अपने होठों को हल्के से दबाया और उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक झलक दिखी। वो मुझसे कभी नहीं मिली थी, उसने सिर्फ दूसरों के जरिए मेरे बारे में सुना था और मुझे ऑनलाइन देखा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो कोई भी मेरे बारे में बात करता था, चाहे वो मेरा कॉम्पिटिटर हो या दोस्त, पहली चीज जिसे वे बिना किसी अपवाद के मानते थे वो मेरा टैलेंट था। और आज रात उसने अपनी आंखों से वो सब देखा था। इससे मुंबई मेरे बारे में और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई। ये आदमी कैसा इंसान था कि वो जिस किसी से भी मिलता उसका दिल जीत लेता। ठीक है मुंबई, कंपनी के लोग अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं पहले वहां चलती हूँ, हम फिर कभी बात करेंगे। लू वुइंग अब थोड़ी उतावली महसूस कर रही थी। वो कंपनी के सभी लोगों से मिलना चाहती थी। वो इस खुशी को पर्सनली उनके साथ शेयर करना चाहती थी। वो मुझे आमने सामने थैंक यू कहना चाहती थी। बिल्कुल, जाओ, हम फिर किसी दिन बात करेंगे। मुंबई होश में आई और उसने सिर हिलाया, फिर लू वुइंग को वहां से जाते हुए देखा। लू वुइंग वापस उस कमरे की ओर चली गई जहां पोएटिक एंटरटेनमेंट के सभी लोग जमा थे। उसी पल ऑनलाइन वोटिंग पूरी शिद्दत के साथ शुरू हो गई। अनगिनत नेटिजन्स उस वक्त खुद को एक अजीब कश्मकश में पा रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किसे वोट दें। उनके लिए दोनों ही समान रूप से मायने रखती थीं। वे मुंबई को प्यार करते थे और लू वुइंग को भी उतना ही चाहते थे। अपने ही दिल के साथ गद्दारी महसूस करते हुए वे वोटिंग बटन पर उन 2 नामों को देख रहे थे और पूरी तरह से फटे जा रहे थे। वेबो पर हर एंटरटेनमेंट ग्रुप में और हर उस जगह जहां लोग बात कर सकते थे बहस छिड़ी हुई थी। यहाँ तक कि ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम में भी दर्शक फैसला नहीं कर पा रहे थे। गाइज, मैं क्या करूं? मैं मुंबई का फैन हूं, लेकिन लू वुइंग का गाना लेटर मुझे बहुत पसंद आया। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हकीकत हो। मैं पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे रेमिनिस और लेटर दोनों पसंद हैं।
मुझे कोई आधा आधा काट क्यों नहीं देता ताकि ये दर्द खत्म हो जाए। और इसी तरह दिए गए समय के भीतर दर्शकों ने आखिरकार अपने दांत भींचकर अपना फैसला लिया और अपना एक कीमती वोट डाला। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क तेजी से वैलिड वोटों की गिनती कर रहा था। जब फाइनल रिजल्ट आखिरकार सामने आया तो देखने वाला हर शख्स एक पल के लिए ठिठक गया। फिर अगले ही सेकंड लाइव स्ट्रीम कमेंट से भर गई, ये ऐलान करते हुए कि इस पल में एक नई क्वीन का जन्म हो चुका है, क्वीन लू वुइंग। ये खिताब हक से उसका है। जैसे कमेंट स्क्रीन पर लहरों की तरह दौड़ गए। सबसे कमाल की बात ये थी कि वोटिंग रिजल्ट आने के ठीक 2 मिनट बाद वेइबो पर हर मीडिया आउटलेट ने सबसे पहले खबर छापने की होड़ लगा दी। सुर्खियां कुछ ऐसी थीं, शॉकिंग, चाइना's अल्टीमेट वॉइस बना अब तक के सबसे ऐतिहासिक सिंग अलोंग मोमेंट का गवाह। हजारों लोग एक साथ गा उठे। पूरी कहानी के लिए क्लिक करें। पूर्व देवी लू वुइंग ने क्वीन मोबाई को हराया, सफलतापूर्वक सिंहासन पर कब्जा किया। अविश्वसनीय। टीम में एंटरटेनमेंट की पोएटिक एंटरटेनमेंट के सामने हार। असली विजेता। हर तरह की ध्यान खींचने वाली हेडलाइंस ने हर बड़े प्लेटफॉर्म को भर दिया। वो मीडिया जो इतने समय से गायब था आखिरकार फिर से सामने आ गया। जिस पल लू वुइंग जीती, हर मीडिया आउटलेट ने साफ देख लिया, पोएटिक एंटरटेनमेंट की बढ़त अब कोई नहीं रोक सकता था। उन्होंने काफी समय तक पोएटिक एंटरटेनमेंट के बारे में कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया था क्योंकि पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उन पर दबाव बना रही थी। मीडिया ने खुद को बहुत लंबे समय तक रोक कर रखा था, लेकिन अब इस पल में वे पूरी तरह समझ गए थे बिग 3 का दौर शायद खत्म होने वाला है। जब से मैं आया था बिग 3 की साख डगमगाने लगी थी। इंडस्ट्री पर उनकी पकड़ दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी और अब इस कंपटीशन के खत्म होने और पोएटिक एंटरटेनमेंट की पहली क्वीन को ताज मिलने के बाद एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का नजारा पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गया था। इसलिए मीडिया ने अब टीम में एंटरटेनमेंट को और तवज्जो देना छोड़ दिया और आखिरकार खुलकर सामने आए। पोएटिक एंटरटेनमेंट के कमरे में मैंने भी फाइनल रिजल्ट देखा। मुझे तुरंत राहत महसूस हुई। मुकाबला बहुत करीबी था, सिर्फ 2 वोटों का अंतर। लू वुइंग ने सबसे कम मुमकिन अंतर से जीत हासिल की थी। इतना ही काफी है। पोएटिक एंटरटेनमेंट की पहली क्वीन ऑफिशियली आ चुकी है। उधर टीम में एंटरटेनमेंट के कॉन्फ्रेंस रूम में लुगा ने सिर हिलाया। उसका चेहरा कड़वाहट से भरा था। सिर्फ 2 वोटों का अंतर और मोबाई फिर भी हार गई। हालांकि उसने खुद को इस नतीजे के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन उन नंबर्स को देखकर उसे एक गहरी जलन महसूस हुई जिसे वो झटक नहीं पा रहा था। उसने सपाट लहजे में कहा, अब बोलो, अगली बार हम किसे भेजें? नतीजा तय होने के बाद लुगा ने खुद को संभाला। हर एंटरटेनमेंट कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसे राउंड के बाद ये तय करना कि अगला कौन जाएगा एक बड़ी समस्या थी। यहाँ तक कि मोबाई भी हार गई थी। पोएटिक एंटरटेनमेंट को डराने के लिए जो ताकत का प्रदर्शन शुरू किया गया था उसने बिल्कुल काम नहीं किया। उल्टा लू वुइंग क्वीन बन गई। ये एक करारा तमाचा था। अब सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो किंग्स और क्वींस को भेजते रहो और उनके हुनर को बोलने दो, या फिर किसी को कुर्बान करने के लिए भेजो ताकि वे उन्हें थका सकें। लुगा ने सिरदर्द के साथ अपनी कनपटियों को रगड़ा और कहा, अभी जो हालात हैं, चीहुआ को भेजना भी शायद बेकार की कोशिश होगी। हमें नहीं पता कि जेम्स रिवर्स के पास अभी और कौन से पत्ते बाकी हैं। ऐसे में पहले दूसरों को भेजकर माहौल देखते हैं। जेम्स रिवर्स के टैलेंट को थोड़ा थकने दो। जितना मैं उसे जानता हूँ, जब तक हम नए ओरिजिनल गाने लाएंगे, वो भी नए ओरिजिनल गानों से हमारा मुकाबला करेगा और उसकी साख उसे कोई भी हल्का गाना लाने की इजाजत नहीं देगी। तो बात वहीं वापस आती है। मुझे नहीं लगता कि उसका टैलेंट असीमित है। जब टियानसी ने अपनी बात खत्म की तो कई लोगों ने एक दूसरे को बेचैनी से देखा। वे नहीं जानते थे कि क्या कहें। क्या मेरा टैलेंट वाकई खत्म हो सकता था? वे अपने भीतर इस सवाल को उठते हुए महसूस कर रहे थे। जब से मैं आया था, मैं इतना असाधारण साबित हुआ था कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। मेरा हर एक गाना लाजवाब रहा था। अब तक मैंने कितने बेहतरीन ट्रैक रिलीज कर दिए थे। इसने सबको अनिश्चितता में डाल दिया था। लेकिन फिलहाल ये सब कुछ आजमाने और बेहतर की उम्मीद करने जैसा था, क्योंकि वॉर ऑफ एट्रिशन, थकाने वाली जंग के अलावा उनके पास कोई बेहतर प्लान नहीं था। एक कंपनी रिप्रेजेंटेटिव ने बेबसी के साथ कहा, चेयरमैन, जो भी अगला जाएगा हम आपके पीछे चलेंगे। जो भी अगला जाएगा उसे इंटरनेट पर बुरी तरह निशाना बनाया जाएगा। पिछले राउंड में जो हुआ उसके बाद उम्मीदें आसमान छू रही हैं। अगर अगला शख्स उस लेवल को मैच नहीं कर पाया तो उसे ऑनलाइन पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। हाँ, मुझे पता है कि तुम सब किस बात से डरे हुए हो। अगले राउंड के लिए हम ये करेंगे, हमारी कंपनी से यी या वाई या को भेजते हैं। वो सिर्फ एक 3rd टियर आर्टिस्ट है। उसे एक ओरिजिनल गाना दो और उसे वहाँ मुकाबला करने दो। उसे एक बफर की तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि उसके बाद आप जिन 1st टियर आर्टिस्ट्स को भेजेंगे उन्हें ऑनलाइन उतनी बुरी तरह न झेलना पड़े। टियानसी के बाद खत्म करते ही हर कंपनी रिप्रेजेंटेटिव ने राहत की सांस ली। उनकी अपनी कंपनियों में 1st टियर आर्टिस्ट्स उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थे और वे वाकई अपने टॉप टैलेंट को वहां कुर्बान नहीं करना चाहते थे।
और बस इसी तरह शेंगशी एंटरटेनमेंट बिल्डिंग में ईया वाइया, जो अभी भी लाउंज में बैठकर शो देख रही थी, उसे अचानक एक नोटिस मिला। अपनी ही धुन में खोई हुई या को कुछ समझ नहीं आया जब उसे कंपनी ने तुरंत मैजिक सिटी स्टेडियम पहुंचने का संबंध थमा दिया। अब तक मैजिक सिटी स्टेडियम के बाकी 2 स्टेजों पर जंग छिड़ी हुई थी, लेकिन वहां दर्शकों की तादाद काफी कम हो गई थी। हर कोई अभी भी लेटर के खुमार में डूबा हुआ था और पोएटिक एंटरटेनमेंट के अगले राउंड का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब तक या मैजिक सिटी स्टेडियम के बैक स्टेज पहुंची, उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि क्या हो रहा है। उसे मुकाबले के लिए भेजा जा रहा था। उसके चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर लगे बड़े टोट सनग्लासेस भी टेंशन की वजह से थोड़े टेढ़े हो गए थे। उसने कंपटीशन देखा था और वो अच्छी तरह जानती थी कि पिछला राउंड कैसा था। वो 2 क्वींस के बीच की लड़ाई थी और अब उसे भेजा जा रहा था। क्या ये उसे सीधे सीधे बलि का बकरा बनाने जैसा नहीं था? ऊपर से उसके हाथ में जो गाना था उसकी उसने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं की थी। इस गाने को अभी परफॉर्म करना मतलब बर्बादी की गारंटी थी। गुस्से में ईया ने तुरंत मालियांग को कॉल किया, लेकिन नतीजे ने उसे अपना फोन तोड़ने पर मजबूर कर दिया। उस घटिया आदमी ने ऐसे वक्त में अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा था। अभी कुछ ही समय पहले उसने कस्में खाई थी कि वो उसे दुनिया में ऊपर ले जाने में मदद करेगा, और अब ये देखो। इस बीच बाकी 2 स्टेजों के रिजल्ट आ चुके थे और मुकाबला एक बार फिर उस स्टेज पर लौट आया जहां पोएटिक एंटरटेनमेंट खड़ा था। वेन्यू में मौजूद भीड़ फिर से शोर मचाने लगी। वे सब ये देखने के लिए बेताब थे कि इस बार पोएटिक एंटरटेनमेंट को कौन चैलेंज करेगा और वे किस तरह का म्यूजिक लेकर आएंगे। बैकस्टेज ईया ने बस अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और कांपते पैरों के साथ स्टेज की ओर चल पड़ी। अब वो समझ चुकी थी कि ये कंपनी के ऊपरी मैनेजमेंट का फैसला है और उसके पास इसे बदलने की कोई ताकत नहीं है। स्टेज पर लाइटें जल उठी और भीड़ के शोर के बीच ईया ने स्टेज पर कदम रखा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली और सामने उम्मीदों से भरी हजारों आंखों को देखा, उसकी आंखों से आंसू निकलने को बेताब हो गए। हे भगवान, ये डरावना है। अगर ये उसका अपना कॉन्सर्ट होता तो वो इतनी उत्साहित भीड़ को देखकर 7वें आसमान पर होती, लेकिन ये कंपटीशन था और वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। नीचे भीड़ का जोश देखकर वो अंदर से टूट रही थी। उसके मन में कंपनी के प्रति नफरत का गुबार उठने लगा। उसे पता था कि आज के बाद उसका करियर खत्म है। नफरत का बीज उसके दिल में गहराई तक समा गया। ईया ने सूनी आंखों के साथ माइक्रोफोन उठाया। म्यूजिक ऑफिशियली शुरू हुआ और फिर शुरू हुई उसकी लड़खड़ाती और अटकती हुई गायकी। स्टेज के नीचे जो ऑडियंस उम्मीदों से भरी थी, उनकी उम्मीदें एक पल में धराशायी हो गई। पूरे वेन्यू में बूइंग की लहर दौड़ गई। ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम में अनगिनत दर्शक कीबोर्ड वॉरियर्स बन गए और उसे बुरी तरह ट्रोल करने लगे। ओ माय गॉड! जैसे ही इसने मुंह खोला, मैं तो डर ही गया। क्या तुम कोई शैतान हो? इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि स्टेज पर खड़े होकर हमें ये कचरा सुना रही हो? और मुझे लगा था कि दिग्गजों का दौर वापस आ गया है। जब इसने गाना शुरू किया, मैं तो वहीं मरते मरते बचा। सिर्फ थोड़ा नहीं, बहुत ही ज्यादा खराब गा रही है। मेरे कान, मुझे इन्हें धोना पड़ेगा। आवाज बुरी नहीं है, बस साफ दिख रहा है कि वो बिना किसी तैयारी के आ गई है। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड ने अपनी पूरी गरिमा खो दी है। इसे सुनना नामुमकिन है। दोस्तों, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताने जा रहा हूँ। मैं 3 मिनट में वापस आऊंगा जब पोएटिक एंटरटेनमेंट स्टेज पर आएगा। भाई जाग जाओ, तुम 3 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। कमेंट्स में उसका जमकर मजाक उड़ाया जा रहा था। वेन्यू में हुटिंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन स्टेज पर वो एक बेजान रूह की तरह गाए जा रही थी। गाना खत्म होने से बहुत पहले ही उसका दिल मर चुका था। बैकस्टेज पोएटिक एंटरटेनमेंट की टीम ये सब हैरान होकर देख रही थी। उसने पूरी तरह हार मान ली है। माया की भौहें तन गईं। मुझे यकीन नहीं होता कि ये एंटरटेनमेंट कंपनियां इतनी बेशर्म हो सकती हैं। क्या ये सीधे तौर पर किसी का करियर तबाह करना नहीं है? मिया अन्युन ने स्टेज पर ईया को देखा और एक ठंडी आह भरी। उसे देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने ही उस मुस्तकबिल की झलक देख रही हो जो उसका होता अगर वो शेंगशी एंटरटेनमेंट में रुक जाती। कैपिटल पूंजीवाद ऐसा ही होता है, हमेशा लोगों को पूरा निगल जाता है और पीछे कुछ नहीं छोड़ता। हुटिंग और शोर शराबे के बीच गाना खत्म हुआ। ईया बिना किसी भाव के स्टेज से उतर गई। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मुझे महसूस हुआ कि उन लोगों ने जो किया वो आर्टिस्ट्स और खुद म्यूजिक की बेइज्जती थी। मिया अन्युन, ये राउंड तुम्हारा है। उन्हें दिखाओ कि असली म्यूजिक क्या होता है। उन्हें बताओ कि म्यूजिक के प्रति सही नजरिया क्या है। ठीक है। मिया अन्युन ने सिर हिलाया और स्टेज की तरफ कदम बढ़ाए। उस पल जब वो और ईया एक दूसरे के पास से गुजरी, ईया के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और मिया अन्युन के चेहरे पर भी कोई भाव नहीं था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। फिर भी उन दोनों के दिलों में एक साथ एक तेज हलचल हुई। दोस्तों, मैं वापस आ गया। क्या पोएटिक एंटरटेनमेंट अभी तक नहीं आया? ऊपर वाले भाई, अभी 3 मिनट भी नहीं हुए। 3 मिनट? 3 मिनट में कुछ फर्क नहीं पड़ता। खुद को संभाल लो।
मैं सोच रहा हूँ कि पोएटिक एंटरटेनमेंट इस बार कौन सा गाना लाएगा। चलो भाई जल्दी स्टेज पर आओ। पोएटिक की बात करें तो मुझे हमारी पोएटिक नन्ही प्रिंसेस की याद आ रही है। हमारी बेबी को देखे हुए काफी वक्त हो गया। वो यहाँ है। मिया अनयुन ने भी पोएटिक एंटरटेनमेंट ज्वाइन कर लिया है। ओ माय गॉड, मेरी यूनियन यहाँ है। ये तो सपने जैसा है। सबकी उम्मीदों के बीच मिया अनयुन बेहद ग्रेस के साथ स्टेज पर आई, जिसे देखकर भीड़ की तरफ से हैरानी और खुशी का शोर उठा। ये वाकई बहुत पोएटिक एंटरटेनमेंट वाला अंदाज था। हर बार वे एक अलग तरह का सरप्राइज लेकर आते थे। स्टेज के पीछे ईया जो अभी तक वहां से गई नहीं थी, उसने वेन्यू से आ रहे शोर को सुना। उसका दिल बार बार बैठने लगा। उसने आखिरकार मुड़कर देखा। मशहूर स्टेज पर मिया अनयुन को देखकर, जो सिर्फ सिंपल कैजुअल कपड़ों में थी, ईया की नजरों में वो बिना किसी मेहनत के भी बेहद एलिगेंट लग रही थी। खासकर मिया के चेहरे पर वो गहरा और अटूट कॉन्फिडेंस देखकर एक पल के लिए ईया की आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। उसने अपनी नजरें फेर लीं और फिर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसे डर था कि वो चमक उसके दिल को चीर देगी। कभी वो भी ऐसी ही थी, फ्यूचर के सपनों से भरी हुई, स्टेज के लिए सम्मान रखने वाली और म्यूजिक के प्रति पूरी तरह ईमानदार। लेकिन रास्ते में कहीं न कहीं सब कुछ बदल गया था। एक बार जब उसने कैपिटल की ताकत देख ली तो उसका मासूम दिल गाने की चाहत से हटकर किसी भी कीमत पर ऊपर चढ़ने और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने की तरफ मुड़ गया। और अंत में वो इस मोड़ पर आ खड़ी हुई। स्टेज पर म्यूजिक शुरू हो चुका था। सिर्फ इंट्रो की उस खूबसूरत धुन से ही ईया समझ गई थी कि ये एक और लाजवाब गाना है, लेकिन अब इन सब चीजों का उससे कोई लेना देना नहीं था। आज की रात के बाद म्यूजिक वर्ल्ड में उसके लिए कोई जगह नहीं बचने वाली थी। ईया ने अपने सनग्लासेस उतारे। उसकी आंखों से दो खामोश आंसू धीरे से ढलक गए। एक पल बाद उसने वापस अपने चश्मे पहने, अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और अपने चेहरे पर एक ऐसा संकल्प लेकर जो पहले कभी नहीं दिखा था, वहां से मुड़कर चली गई। स्टेज पर मिया अनयुन का दिल भी उतना ही बेचैन था। अभी जब वो और ईया एक दूसरे के पास से गुजरी थीं, तो उसे अपने डेब्यू के शुरुआती दिन याद आ गए। तब जिस ईया को वो जानती थी, वो बिल्कुल उसी की तरह थी। एक प्यारी मुस्कान वाली जवान लड़की, जिसका म्यूजिक के लिए प्यार मिया से कम नहीं था। लेकिन अब वे दोनों बिल्कुल अलग रास्तों पर निकल चुकी थीं। ये एंटरटेनमेंट वर्ल्ड रंगाई के उस बड़े मटके की तरह है, जिसमें इंसान को पहचानना मुश्किल हो जाता है। म्यूजिक शुरू होते ही मिया होश में आई। उसकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा मजबूती थी। अब वो भी उस मटके से बाहर निकल चुकी थी। सेरेना से मिलना, मुझसे मिलना और पोएटिक एंटरटेनमेंट से जुड़ना, ये उसकी खुशकिस्मती थी। और अब वो आने वाले हर गाने को अपनी पूरी जान लगाकर गाएगी। स्टेज के ऊपर बड़ी स्क्रीन पर गाने का टाइटल आ चुका था। एक और ओरिजिनल गाना, पोएटिक का एक और मास्टरपीस। ऑडियंस म्यूजिक के साथ झूम रही थी और अपनी ग्लो स्टिक्स लहरा रही थी। कुछ लोग तो रिदम के साथ अपनी पूरी बॉडी हिला रहे थे। हर चेहरा उम्मीद से भरा था। इस गाने ने सुनने वाले हर शख्स को ये समझा दिया कि आज की रात वाकई एक खूबसूरत तबाही की रात थी। इस समझ की कीमत एक ऐसा दर्द था जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। जिन्होंने वाकई प्यार किया और उसे खोया है, वही जान सकते थे कि ये गाना क्या कह रहा है। किसी को गहराई से चाहने के बाद उसे छोड़ना कौन बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जिसे थामा न जा सके उसे कभी पकड़ा नहीं जा सकता। आखिर में आप बस मुस्कुरा सकते हैं और उसे आजाद कर सकते हैं। स्टेज पर गायकी जारी थी और कोई नहीं जानता था कि इसी वक्त ईया ने मीडिया और पुलिस से कांटेक्ट कर लिया था और सबूतों का एक सेट उन्हें सौंप दिया था। ईया जानती थी कि उसका फ्यूचर खत्म हो चुका है। चूंकि सब कुछ खत्म हो ही गया था, तो वो अंत से पहले पागलपन का एक आखिरी पल जीना चाहती थी। इसे उन फैसलों का प्रायश्चित कह लीजिए जो उसने इन सालों में लिए थे। ईया जानती थी कि एक बार ये चीजें सामने आ गईं तो उसकी अपनी हालत और भी खराब हो जाएगी, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। वो शेंगशी एंटरटेनमेंट को भी अपने साथ नीचे खींचने वाली थी। शेंगशी एंटरटेनमेंट ने उसके साथ यही कर्ज रखा था। जब मीडिया को जानकारी मिली तो वे एक पल के लिए सन्न रह गए, खासकर ईया द्वारा भेजी गई तस्वीरों और दस्तावेजों को देखकर। वे शब्दों से परे हिल गए थे। ये बहुत बड़ी खबर थी। वे तुरंत ईया की लोकेशन की तरफ भागे। ईया ने अपने सनग्लासेस उतार दिए थे। वो अपने तैयार किए हुए कमरे में बिल्कुल शांत बैठी थी। जब सारा मीडिया वहां पहुंच गया तो वो आखिरकार धीरे से बोली, चूंकि आप सब यहाँ हैं तो मैं शुरू करती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, शेंगशी एंटरटेनमेंट के कुछ सीनियर लोग, खासकर बोर्ड मेंबर मालियांग, अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर ईया पर अनस्पोकन रूल्स थोप रहे हैं। जैसे ही वो बोली, मीडिया ने एक एक शब्द रिकॉर्ड किया। हर कैमरा ईया पर टिका था। उसके मुंह से निकलने वाला हर नाम एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का जाना माना और सम्मानित नाम था। सिर्फ अनस्पोकन रूल्स ही नहीं, बल्कि कंपनी के फंड्स का गबन, टैक्स चोरी और कई अन्य खुलासे भी थे। रिपोर्टर्स के हाथ कांप रहे थे। जब तक पुलिस आई और ईया को ले गई, तब तक मीडिया ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों में मौजूद रिकॉर्ड्स, तस्वीरों,
दस्तावेजों और वीडियो को अविश्वसनीय नजरों से देखा। बाकी आरोप सही है या गलत, ये वेरीफाई होना बाकी था, लेकिन अनस्पोकन रूल्स वाला हिस्सा शक से परे था, क्योंकि ईया ने जो वीडियो दिया था उसमें शेंगशी एंटरटेनमेंट के बोर्ड मेंबर मालियांग और उनके साथ जुड़ी हर गंदी हरकत साफ तौर पर दर्ज थी। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लिए ये एक बहुत बड़ी घटना थी। इस बार शेंगशी एंटरटेनमेंट की परतें एक एक करके उधड़ने वाली थीं। पुलिस के जाने के बाद मीडिया भी तेजी से वहां से निकल गया। उन्हें ये खबर तुरंत पब्लिश करनी थी, यह बेशकीमती ट्रैफिक था। मीडिया अभी अपने ऑफिस वापस जा ही रहा था कि शेंगशी एंटरटेनमेंट में टिया शिनशी का सेक्रेटरी दौड़ता हुआ ऑफिस के अंदर आया। टिया शिनशी, जो अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस के बीच में था, उसने माथे पर बल डालकर ऊपर देखा। अगले ही पल सेक्रेटरी ने झुककर उसके कान में कुछ कहा। टिया का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने कॉल पर मौजूद लोगों से तुरंत माफी मांगी और कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। वो फिर से कहो, ईया, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ करने की? टिया शिनशी की आंखें फटी की फटी रह गईं। चेयरमैन टिया, ये कंफर्म है। अभी एक रिपोर्टर ने हमें वेरीफाई करने के लिए मैसेज भेजा है। 10 मिनट से भी कम समय में हर मीडिया आउटलेट इसे पब्लिश कर देगा और ईया को पुलिस पहले ही ले जा चुकी है। सेक्रेटरी ने दोबारा पुष्टि की, फिर रिपोर्टर द्वारा भेजी गई फाइल ली और उसे टिया शिनशी के सामने रख दिया। टिया शिनशी ने झपट्टा मारकर फाइल उठाई और बड़ी बेचैनी और घबराहट भरी आंखों से उसे पढ़ने लगा। लेकिन वो जितना आगे पढ़ता गया, उसके चेहरे के भाव उतने ही बिगड़ते गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये औरत इतनी दुस्साहसी होगी। सब कुछ होने के बाद टिया शिनशी ने ईया की बदले की भावना को कम आंका था। उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि उसका बदला इतनी जल्दी आएगा, इतनी निर्णायक। वो अपनी साख और अपना नाम पूरी तरह से दांव पर लगाने को तैयार थी, खुद को आग में झोंककर सबको अपने साथ ले डूबने के लिए। सारी फाइल्स पढ़ने के बाद टिया ने डेस्क पर अपनी उंगलियों से एक अजीब सी लय में दस्तक दी। एक पल के बाद उसकी आंखों में एक ठंडा संकल्प दिखाई दिया। इस वक्त एकमात्र रास्ता नुकसान को कम से कम करना था। अनस्पोकन रूल्स, अघोषित नियमों का मुद्दा संभालना उतना मुश्किल नहीं होगा। जो भी इसमें शामिल है उसे नौकरी से निकालो और मामला दबाने के लिए पैसे दो। इसका एकमात्र परिणाम यह होगा कि कंपनी की साख को बड़ा झटका लगेगा, लेकिन टैक्स चोरी और बाकी सब चीजों के लिए उसे तेजी से कदम उठाने थे और ये सुनिश्चित करना था कि उस लिस्ट में शामिल हर कोई अपना मुंह पूरी तरह बंद रखे। ये तय करते ही टिया शिनशी ने तुरंत एक्शन लिया। सबको सूचित करो, कॉन्फ्रेंस रूम में अभी के अभी। सेक्रेटरी ने सिर हिलाया और तेजी से वहां से चला गया, टिया शिनशी को उसके ऑफिस में छोड़ते हुए, जो अब बड़ी सावधानी से इस स्थिति पर विचार कर रहा था। मैजिक सिटी स्टेडियम। कंपटीशन अभी भी जारी था। मिया अन्युन ने अपना गाना खत्म किया और गर्मजोशी भरी तालियों की गूंज के बीच धीरे धीरे स्टेज से नीचे उतरी। इस राउंड का नतीजा कभी शक के घेरे में था ही नहीं। मिया अन्युन ने भारी अंतर से जीत हासिल की थी और ज्यादातर नेटिजन्स को लगा कि सिर्फ इस एक गाने के आधार पर मिया अन्युन को 3rd टियर आर्टिस्ट कहना पूरी तरह से गलत है। वो कम से कम 2nd टियर पर थी या शायद 1st टियर में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। ये टॉपिक अभी शुरू ही हुआ था कि इंटरनेट पर अचानक बहस छिड़ गई कि सेरेना को असल में किस श्रेणी में रखा जाना चाहिए। पूरा कमेंट सेक्शन अब करवट बदलने लगा था। मैंने अभी ऑनलाइन चेक किया, सेरेना को अभी भी 3rd टियर आर्टिस्ट बताया जा रहा है। यह वाकई बेतुका है। एक 3rd टियर आर्टिस्ट जिसके एल्बम नए गानों के चार्ट के टॉप 10 पर राज करते हैं। मैं तो कहूंगा कि सेरेना एक इन्फिनिट टियर, अनंत श्रेणी की आर्टिस्ट है। उसके पीछे जेम्स रिवर्स है, वह उसके लिए कभी भी गाना निकाल सकता है। अगला गाना जो वो उसके लिए लिखेगा शायद उसे सीधे क्वीन बना दे। क्वीन बनना इतना आसान नहीं है, आपको कम से कम एक हाउसफुल कॉन्सर्ट की जरूरत होती है। लू वोइंग और मुबाई को देखो, उनमें से हर एक ने कई कॉन्सर्ट किए हैं। उसका हुनर तो है, लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड अभी उतना गहरा नहीं है, इसलिए वो अभी भी इन्फिनिट टियर है, किसी भी तय सांचे में फिट नहीं बैठती। जब नेटिजन्स इन सब बातों पर बहस कर रहे थे, कंपटीशन की तीसरी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इस राउंड का चैलेंजर एक मध्यम दर्जे की एंटरटेनमेंट कंपनी से आया था, एक 1st टियर आर्टिस्ट जो अपना एक और नया ओरिजिनल गाना लेकर आया था। ये 1st टियर आर्टिस्ट काफी ज्यादा शांत और संयमित था, कम से कम वो तैयारी के साथ आया था। उसकी अपनी लोकप्रियता भी अच्छी थी, इसलिए ऑडियंस ने उसका स्वागत किया। वो स्टेज पर टूटा नहीं। जब गाना खत्म हुआ तो उसने झुककर सबका शुक्रिया अदा किया और गरिमा के साथ बाहर निकल गया। वो अपने दिल में अच्छी तरह जानता था कि वो सिर्फ एक मोहरा, कैनन फॉडर था। और वाकई पूरे वेन्यू के शोर और उत्साह के बीच पोएटिक एंटरटेनमेंट की सेरेना ने एक बार फिर स्टेज संभाला। फिर से एक ओरिजिनल, फिर से एक नया गाना। अब तक ऑडियंस मेरे टैलेंट की कुछ हद तक आदी हो चुकी थी, जैसे कि ये सब कुदरती हो, लेकिन उनका उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ था। पूरा वेन्यू पोएटिक और सेरेना के नाम से गूंज रहा था। म्यूजिक शुरू होने के बाद ही वेन्यू धीरे धीरे शांत हुआ।
सेरेना इस बार जो गाना लाई थी वो भी आज की रात के मिजाज के हिसाब से ही था। पूरी तरह से जज्बाती तबाही, एक दिल को छू लेने वाला, उदास कर देने वाला बैलेड। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पर इस एपिसोड की रेटिंग पिछले दोनों एपिसोड के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी थी और इस वक्त ऑनलाइन सबसे आम कमेंट यही था कि ये एपिसोड एक एक पैसे की कीमत वसूल करने वाला रहा। चाहे वो शुरुआत में दो क्वींस हों या उनके बाद मिया अनियुन और सेरेना, या उनके बीच आया वो फर्स्ट ईयर आर्टिस्ट स्टेज पर लाया गया हर एक नया गाना टॉप क्लास था और हर परफॉर्मर ने उन गानों को बिना किसी गलती के पेश किया, जिससे ऑडियंस का हर सदस्य पूरी तरह संतुष्ट हो गया। अब इस आखिरी राउंड के आखिरी गाने में ऑडियंस ने हर सुर को ऐसे थाम लिया जैसे वो कोई कीमती चीज हो। उनमें से हर कोई चाहता था कि काश वे सेरेना को ये गाना हमेशा के लिए गवाते रह सकें। वे चाहते थे कि ये एपिसोड कभी खत्म न हो, लेकिन हर अच्छी चीज का अंत होता है। कभी कभी ऑडियंस का मन सेरेना की आवाज से भरा भी नहीं होता कि गाना अपने आखिरी अंतरा वर्ष तक पहुंच जाता। म्यूजिक थमा, लाइटें धीमी हुई, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सेरेना झुकी और स्टेज से बाहर चली गई, लेकिन ऑडियंस मुस्कुरा नहीं सकी। कंपटीशन खत्म हो गया था और उनका दिल उसके साथ चला गया था। जिस पल लाइटें बंद हुईं, सबको अपने सीने में एक खालीपन सा महसूस हुआ। अब कोई नतीजे के बारे में सोच भी नहीं रहा था, क्योंकि सब पहले से जानते थे पोएटिक एंटरटेनमेंट जीत चुका था। 3 एपिसोड बीत चुके थे जब से पहले ही एपिसोड में सेरेना के अलास्का बे ने स्टेज पर जीत का परचम लहराया था। पोएटिक एंटरटेनमेंट ने एक भी राउंड नहीं हारा था। अब तक पॉइंट्स के मामले में पोएटिक एंटरटेनमेंट ने 5 अंक जमा कर लिए थे। 3 में एंटरटेनमेंट के पास सिर्फ 2 थे। वॉर ऑफ एट्रिशन, थका देने वाली जंग में भी टीम में एंटरटेनमेंट छठे एपिसोड से पहले पलटवार नहीं कर सकता था, और अगर वे छठा एपिसोड भी हार गए तो वे पूरी तरह बाहर हो जाएंगे और साल के लिए अपना बिग 3 का खिताब खो देंगे। टीम में एंटरटेनमेंट के लिए समय खत्म हो रहा था, लेकिन टीम में एंटरटेनमेंट ने कोई बयान जारी नहीं किया था। कोई नहीं जानता था कि लुगा क्या सोच रहा है। चाइनास अल्टीमेट वॉइस का तीसरा एपिसोड ऑफिशियली खत्म घोषित कर दिया गया। सब बाहर निकल गए। जो दर्शक अभी भी और सुनना चाहते थे वे डॉइन, डूइन और वीबो पर चले गए, और इस वक्त डॉइन और वेबो पर हर कोना उन नए गानों के वीडियो से भरा हुआ था। नेटिजन्स ने वीडियो देखे और म्यूजिक सुना और उन्हें अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वे वक्त में पीछे चले गए हों, वापस उस दौर में जब दिग्गजों के बीच मुकाबला होता था। और फिर भी इस बार हालांकि इसे दिग्गजों की जंग कहा जा सकता था, लेकिन ये दिग्गज लगभग पूरी तरह से पोएटिक एंटरटेनमेंट से ही थे। लू वुइंग, सेरेना, मिया अनियुन, यहाँ तक कि फन शाओ और यीशुआन के ड्रिफ्टिंग नॉर्थ को भी खोद कर निकाला गया और दोबारा शेयर किया गया। मुंबई को छोड़कर हर नाम पोएटिक एंटरटेनमेंट से था। चाइनास अल्टीमेट वॉइस को अपनी ताकत के दम पर पोएटिक एंटरटेनमेंट के एक प्राइवेट शोकेस में बदल दिया गया था। और जब नेटिजन्स अभी भी उन गानों की दुनिया में पूरी तरह खोए हुए थे, खुद को वहां से निकाल नहीं पा रहे थे, तभी मीडिया इंटरव्यू के एक के बाद एक वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से फैलने लगे। ये वीडियो बिजली की रफ्तार से ट्रेंडिंग चार्ट पर छा गए। ज्यादातर नेटिजन्स उस वक्त अभी भी खुशी खुशी उन नए गानों के वीडियो देख रहे थे जो आज ही रिलीज हुए थे, लेकिन फिर स्क्रॉल करते करते अचानक उनका सामना इन मीडिया वीडियो से हुआ और पूरा इंटरनेट जैसे फट पड़ा। ओह माय गॉड, ये बहुत बड़ी खबर है। इसे मुझसे छिपाने की कोशिश मत करो, मुझे इसे ध्यान से पढ़ने दो। शेंगशी एंटरटेनमेंट तो गया काम से। ऐसा नहीं हो सकता। आखिर ये कौन सा साल चल रहा है और वे अभी भी ये अनस्पोकन रूल्स वाला घटिया काम कर रहे हैं। इस वीडियो की सेंसरशिप देखकर मेरा सिर घूम रहा है। जिन लोगों का शोषण किया गया उनमें से एक तो वो सेलिब्रिटी है जिसे मैं कभी पसंद करता था। मैं यकीन नहीं कर सकता पर्दे पर उनकी छवि कितनी साफ सुथरी और अच्छी थी। ये इंडस्ट्री कितनी डार्क है। ये एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है। या ने इसका पर्दाफाश किया। उसके साथ वाकई बहुत बुरा हुआ। पहले उसका शोषण किया गया और फिर उसे कैनन फॉडर, बलि का बकरा बनाकर फेंक दिया गया। शेंगशी एंटरटेनमेंट वाले पक्का पागल हो गए हैं। सच है, या वाकई थोड़ी दया की पात्र है। ऊपर वाले कमेंट से सहमत हूँ, लेकिन एक बेबस इंसान का अपना एक नफरत भरा पहलू भी होता है। उसने जो भी चुनाव किए वे आखिर में उसके अपने ही थे। जैसे जैसे मीडिया ने अपनी राय दी, जैसे जैसे हर वीडियो पर लाइक्स और शेयर्स बढ़ते गए, ट्रेंडिंग चार्ट पल भर में इसी कहानी से भर गया। अनस्पोकन रूल्स, एक ऐसी चीज जिससे हर कोई नफरत करता था और जिसकी निंदा करता था, अब हर नेटिजन के देखने के लिए बिल्कुल साफ तौर पर सामने आ चुकी थी। शेंगशी एंटरटेनमेंट का ऑफिशियल वेबो अकाउंट तुरंत यूजर्स से भर गया। उनमें से ज्यादातर लोग तो तमाशा देखने आए थे, लेकिन एक हिस्सा मालियांग और अन्य बेनकाब किए गए अधिकारियों की निंदा करने के लिए गुस्से में वहां पहुंचा था, क्योंकि उनके पसंदीदा आइडल्स भी उन लोगों में शामिल थे जिनका शोषण हुआ था। और इस वक्त मैं और बाकी लोग पहले ही कार में बैठकर डैंग की ओर जा रहे थे। उन्होंने भी स्वाभाविक रूप से वे सभी वीडियो देखे थे। साथ ही कलाकारों के तौर पर इस तरह की चीज को सामने आते देखना उन सभी को एक गहरी और कड़वी चुभन दे गया। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड बहुत धुंधला है।
इस तरह की चीजें हमेशा से रही हैं। बस किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ईया वाकई इस तरह सब कुछ उड़ा देगी। जैसे ही ये बाहर आया, उसका भविष्य पूरी तरह खत्म हो गया, फुना ने भारी मन से कहा। उसने इस इंडस्ट्री के निचले स्तर पर बहुत समय बिताया था। उसने ऐसी कहानियां दूसरों से कहीं ज्यादा सुनी थीं। मिया अनियन ने भी अंदर ही अंदर एक ठंडी आह भरी। एक ऐसे माहौल में, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड जैसे माहौल में भला कितने लोग अपनी असल पहचान को बचाकर रख पाते हैं। ओ भाई, ये देखो, एक और बड़ी खबर आई है, और इस बार तो अधिकारियों ने खुद दखल दिया है। येहान, जो बिना रुके स्क्रॉल किए जा रहा था, अचानक चिल्लाया और अपना फोन ऊपर उठा लिया। हर कोई तुरंत फिर से अपने फोन की ओर मुड़ा और वे जितना पढ़ते गए, उनके चेहरे के भाव उतने ही बदलते गए। ये वाकई बहुत बड़ी घटना है। अब कानून का शिकंजा कसने वाला है। अभी नेटिजन शेंगशी एंटरटेनमेंट के अनस्पोकन रूल स्कैंडल से उबर ही नहीं पाए थे कि कई बड़े ऑफिशियल मीडिया आउटलेट्स ने भी इससे जुड़ी डेवलपमेंट्स को कवर करना शुरू कर दिया। इसने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। पता चला कि ये सिर्फ अनस्पोकन रूल्स तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें टैक्स चोरी और कई अन्य समस्याओं की एक लंबी कड़ी जुड़ी हुई थी। हालांकि शेंगशी एंटरटेनमेंट ने आनन फानन में एक इमरजेंसी स्टेटमेंट जारी किया कि संबंधित व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है और वे पूरी तरह से सहयोग करेंगे, फिर भी ये जनता के आक्रोश की लहर को नहीं रोक सका। तुम बिग 3 में से एक हो। इतनी बड़ी कंपनी और इतने सारे लोग गलत काम कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हें पता ही नहीं था। 2 घंटे के भीतर शेंगशी एंटरटेनमेंट की साख अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। यहाँ तक कि कंपनी के शेयर की कीमतें भी बुरी तरह गिरने लगीं। लेकिन सबसे डरावनी चीज जनता का शोर नहीं थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि अब अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया था। जैसे ही पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कड़ी जांच क्रैकडाउन का ऐलान हुआ, पोएटिक एंटरटेनमेंट को छोड़कर हर दूसरी कंपनी सन्न रह गई। आखिर कौन सी कंपनी है जिसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है? खैर, अब वक्त आ गया है। प्रशासन सब कुछ साफ करने के लिए अंदर आ चुका है। हम तो गए। वक्त बीतता गया। एक के बाद एक बड़ी खबरें आती रहीं। दिन गुजरते गए। इंटरनेट पर अभी भी हलचल मची हुई थी, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक अभूतपूर्व भूकंप का सामना कर रही थी। अधिकारी हर कंपनी की बारीकी से जांच कर रहे थे। कुछ समय के लिए इंडस्ट्री का हर शख्स डरा हुआ था। अब किसी के पास एक साथ मिलकर साजिश रचने की हिम्मत या एनर्जी नहीं बची थी, सिवाय लिली एंटरटेनमेंट के, जो बिल्कुल शांत और सुरक्षित थी। हर दूसरी कंपनी, चाहे बड़ी हो या छोटी, किसी न किसी स्कैंडल से जूझ रही थी। इस स्थिति ने कई इन्वेस्टर्स और स्पॉन्सर्स को इंडस्ट्री का नया चेहरा बिल्कुल साफ दिखा दिया। इसने उन्हें लिली एंटरटेनमेंट की पोटेंशियल क्षमता का भी अंदाजा करा दिया। अगर वे पहले इस बात से डरे हुए थे कि बाकी कंपनियां मिलकर उन पर दबाव डालेंगी, तो अब वो डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। आखिर ये बाकी कंपनियां अब नदी पार करते मिट्टी के बुद्ध की तरह थीं, जो खुद को बचाने में ही बमुश्किल सक्षम थीं। उनके पास किसी और के बारे में सोचने का न तो समय था और न ही ताकत। जब तक ये कंपनियां संभल पाती, तब तक लिली एंटरटेनमेंट के साथ उनके पार्टनर्स के रिश्ते पत्थर की लकीर बन चुके होते। इसीलिए हर छोटे बड़े इन्वेस्टर और स्पॉन्सर ने तुरंत लिली एंटरटेनमेंट से संपर्क किया। मेरे लिए ये स्थिति थोड़ी खट्टी मीठी थी। मुझे थोड़ा पछतावा हो रहा था कि मैंने एंजेला की सलाह क्यों नहीं मानी और अपने लिए एक पर्सनल असिस्टेंट क्यों नहीं रखा। चूंकि कंपनी अभी पूरी तरह व्यवस्थित नहीं हुई थी और स्टाफ भी पूरा नहीं था, इसलिए सारा काम मुझ पर आ पड़ा था। अकेला मैं ही था जो सारे बड़े फैसले ले सकता था। इसका मतलब ये था कि पिछले कुछ दिनों से मैं इतना बिजी था कि मेरे पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। अगर मैं किसी मीटिंग में नहीं जा रहा होता, तो मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए रास्ते में होता और मुझे इनमें से हर एक डील को खुद रिव्यू करना पड़ता था। अगर कुछ ऐसा होता जो स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता था। अगर जरा सी भी कोई दिक्कत होती, तो मैं उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता था। लिली एंटरटेनमेंट में हर कोई ओवरटाइम कर रहा था। सबके अपने अपने रोल तय थे। कुछ लोग अपीयरेंस संभाल रहे थे, तो कुछ पीआर देख रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि एंजेला, जो पहले सबसे ज्यादा बिजी रहती थी, अब ऑफिस में सबसे रिलैक्स इंसान बन गई थी। द वॉइस ऑफ अमेरिका के तीसरे एपिसोड को आए हुए 4 दिन हो चुके थे। मंगलवार दोपहर 26 नवंबर, लिली एंटरटेनमेंट का सीईओ ऑफिस। सेरेना गर्मा गर्म खाने की ट्रे लेकर अंदर आई और उसे डेस्क पर रख दिया। जब उसने मुझे दस्तावेजों में डूबा हुआ देखा, तो उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। लंच का वक्त हो गया है। तुम्हें जल्द से जल्द एक असिस्टेंट ढूंढना होगा। सब कुछ खुद करना अब मुमकिन नहीं रह गया है। मैंने सिर हिलाया और अपनी कनपटियों को रगड़ा। मैंने आखिरकार फाइल नीचे रख दी। हाँ, एंजेला पहले से ही किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही है। बस बात यह है कि अच्छे असिस्टेंट मिलना मुश्किल होता है। मुझे वाकई नहीं पता कि तुम्हें मिया जैसी असिस्टेंट कहाँ से मिली। मुझे वैसी कोई छोटी असिस्टेंट क्यों नहीं मिल जाती? शायद ये सब किस्मत का खेल है। सेरेना मुस्कुराई। मिया वाकई कमाल है। और मिया अनियन की असिस्टेंट रॉन, वे दोनों ही बहुत शानदार लोग हैं। खाना खाते हुए हम बातें कर रहे थे।
तभी मेरा फोन अचानक बज उठा। इन दिनों मुझे अपने फोन की आवाज से चिढ़ होने लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने एक आह भरी। मैंने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे और स्क्रीन की ओर देखा। कॉलर आईडी देखकर मैं एक पल के लिए ठिठक गया। मैंने जल्दी से फोन उठाया। प्रोफेसर सू, क्या सब ठीक है? जब सेरेना ने मुझे ऐसा कहते सुना तो उसने तुरंत मेरी ओर देखा। ये कॉल लिली की टीचर सुलिन की थी। उनकी बातें सुनते ही मेरे माथे पर बल पड़ने लगे। सेरेना की घबराहट बढ़ने लगी। ठीक है प्रोफेसर सू, मैं समझ गया, मैं अभी वहां आता हूँ। ये कहकर मैंने फोन रख दिया। क्या हुआ? क्या लिली को कुछ हुआ है? सेरेना ने भी अपने चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। लिली उसकी दुनिया थी। अगर उसे कुछ भी होता तो सेरेना को नहीं पता था कि वो क्या करेगी। सब ठीक है, डरो मत। प्रोफेसर सू ने बस ये बताने के लिए कॉल किया था कि लिली पिछले 2 दिनों से ठीक से खाना नहीं खा रही है। सेरेना को इतना घबराया हुआ देखकर मैंने उसे तुरंत तसल्ली दी। ये सुनकर सेरेना ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर वो दोबारा सोच में पड़ गई। लिली खाना नहीं खा रही थी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। चलो चलकर उसे देखते हैं। मैं भी थोड़ा परेशान था। मैंने आगे कहा, प्रोफेसर सू को भी लगता है कि हमें आना चाहिए, वो भी चिंतित हैं। सेरेना ने सिर हिलाया। हम दोनों में से किसी की भी अब लंच खत्म करने की भूख नहीं बची थी। हमने डेस्क पर रखे कंटेनर समेटे और ऑफिस से निकलकर सीधे रिवर ब्लॉसम किंडरगार्टन की ओर भागे। किंडरगार्टन में सुलिन देख रही थी कि लिली डाइनिंग टेबल पर सिर झुकाए चुपचाप बैठी है। टीचर के चेहरे पर परेशानी के गहरे निशान थे। इस वक्त सेरेना और मेरी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। आप कह सकते हैं कि अमेरिका में जो कोई भी ऑनलाइन था वो हमें जानता था। क्योंकि हमारी बेटी होने के नाते लिली रिवर ब्लॉसम किंडरगार्टन की स्टार थी। हर कोई इस सलीकेदार नन्ही बच्ची को बहुत प्यार करता था, लेकिन पता नहीं क्यों पिछले 2 दिनों से इस नन्ही जान ने खाना पीना छोड़ दिया था। सुलिन ने उसे मनाने की कितनी ही कोशिशें की, पर वो बस 2 छोटे निवाले लेती और फिर सिर झुकाकर चुपचाप बैठ जाती। किसी को नहीं पता था कि उसके उस छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है, पर सुलिन को एक एहसास था कि समस्या शायद उसके पेरेंट्स की तरफ से ही है। मैं और सेरेना हड़बड़ी में वहां पहुंचे। दूर से ही हमने देखा कि नन्ही लिली बिल्कुल स्थिर बैठी है। सुलिन उसके पास थी और अभी भी बड़े धैर्य के साथ उसे खिलाने की कोशिश कर रही थीं। बाकी सभी बच्चे अपना लंच खत्म कर चुके थे और अपनी झपकी नैप शुरू कर रहे थे। प्रोफेसर सू, मुझे बहुत खेद है, लिली वाकई आपको बहुत परेशान कर रही है। जैसे ही हम पास पहुंचे मैंने सबसे पहले सुलिन से माफी मांगी। फिर मैंने घुटनों के बल बैठकर लिली को गोद में उठा लिया। लिली, पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है? तुम अपनी टीचर की बात क्यों नहीं मान रही हो? जो बच्चे बात नहीं मानते वे शरारती कहलाते हैं, तुम्हें पता है ना? जब लिली ने हमें आते देखा तो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में चमक आ गई। जैसे ही मैंने उसे उठाया उसने अपनी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर लपेट लीं और मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। अपनी बेटी को सुरक्षित और ठीक देखकर सेरेना के दिल को थोड़ा सुकून तो मिला, लेकिन फिर उसके माथे पर बल पड़ गए और उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलकने लगा। परेशानी की कोई बात नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। मुझे बुरा लग रहा है कि मैं उसकी बेहतर देखभाल नहीं कर पाई। मिस्टर रिवर्स, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए। वो आमतौर पर बहुत अच्छी बच्ची है, बस पिछले कुछ दिनों से उसके मन में कुछ चल रहा है और वो मुझसे इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। आपको उससे और ज्यादा बात करनी चाहिए। अब मैं बाकी बच्चों को देखने जाती हूँ। हमें देखकर सुलिन ने भी राहत की सांस ली। उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी बात कही। उनकी राय में जब कोई बच्चा कुछ छुपाता है तो वो आमतौर पर उसके माता पिता की वजह से होता है। कई लोग सोचते हैं कि बच्चों को बातचीत की जरूरत नहीं होती, पर ये सच नहीं है, क्योंकि बहुत से छोटे बच्चे अपने विचारों को सही ढंग से व्यक्त करना नहीं जानते। इसीलिए उन्हें अपने माता पिता के मार्गदर्शन और स्वस्थ बातचीत की जरूरत होती है। ठीक है प्रोफेसर सू, आपकी कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया। हम उससे ठीक से बात करेंगे। सेरेना ने जल्दी से सिर हिलाया। उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो रहा था। सुलिन ने सिर हिलाया और डाइनिंग एरिया से चली गईं। अब स्कूल के कैफेटेरिया में हम तीनों ही बचे थे। मैं लिली को गोद में लिए हुए बैठ गया और मेज पर रखे उस खाने को देखने लगा जिसे सिर्फ 2 बार छुआ गया था। मैंने धीरे से पूछा, लिली, डैडी को बताओ कि तुम अपना लंच क्यों नहीं खा रही हो? लिली ने अपने होंठ भींच लिए और कुछ नहीं कहा। उसके हाथ अभी भी मेरी गर्दन के चारों ओर मजबूती से लिपटे हुए थे। जब मैंने उसे इस अंदाज में देखा तो मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वो और सेरेना बिल्कुल एक ही सांचे में ढले थे, क्योंकि जब भी सेरेना के मन में कुछ होता था तो वो भी अनजाने में अपने होंठ इसी तरह भींच लेती थी। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, सेरेना बोल पड़ी। उसकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी जो आमतौर पर नहीं होती। इससे तो मैं भी थोड़ा चौंक गया। मैंने ऊपर देखा और अनजाने में थोड़ा पीछे हट गया। सेरेना को वाकई गुस्से में देखना दुर्लभ था।
वो ऐसी लग रही थी जिससे कोई पंगा नहीं लेना चाहेगा। मेरी गोद में दुबकी हुई लिली ने भी अपना सिर झुका लिया। उसने अपना सिर झुका लिया और अपना चेहरा मेरे सीने में छिपा लिया। लेकिन एक पल बाद सेरेना ने उस नन्ही जान को अपनी गोद में उठा लिया। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने मेरी तरफ ऐसी नजर से देखा कि मैं आज्ञाकारी बच्चे की तरह चुपचाप बैठ गया। मैं खुद को बार बार यही समझाता रहा, पेरेंटिंग का सबसे जरूरी नियम ये है कि जब बच्चों को अनुशासित करने की बात आए तो चाहे कोई भी पेरेंट सजा दे रहा हो, दूसरे को कभी भी उसके बीच में नहीं आना चाहिए। सेरेना ने लिली को मेरी बाहों से ऊपर उठाया। वो नन्ही लड़की टेबल के पास खड़ी बेहद दयनीय लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल रोना शुरू कर देगी, लेकिन सेरेना का चेहरा सख्त बना रहा। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि खाना बर्बाद करना बुरी बात है? अपना हाथ आगे करो। जैसे ही सेरेना ने ये कहा, लिली इतनी डर गई कि उसका छोटा सा शरीर कांपने लगा। आंसू आखिरकार उसके गालों पर लुढ़क आए। उसके भींचे हुए नन्हे होंठ कांपने लगे। उसने मेरी अपने डैडी की तरफ एक नजर डाली, लेकिन मैंने अपनी आंखें नीचे झुकाए रखी। अपनी प्यारी बेटी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। हालांकि मेरा दिल उसके लिए बैठा जा रहा था, लेकिन मैं जानता था कि मैं इस वक्त सेरेना के खिलाफ नहीं जा सकता। ये देखकर कि डैडी से कोई मदद नहीं मिलने वाली, लिली ने आखिरकार अपना छोटा सा कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। अगले ही पल सेरेना की हथेली उस नन्हे हाथ पर पड़ी। उस आवाज ने मेरे दिल को झकझोर दिया। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। ये पहली बार था जब लिली को उसकी माँ ने मारा था। उसका नन्हा मुंह और भी उतर गया और आंसू अब उसकी आंखों से बह रहे थे। पहले खाना खाओ। सेरेना ने उसे एक दो बार और हल्की चपत लगाई। फिर वो घुटनों के बल बैठी, लिली को उसकी छोटी कुर्सी पर वापस बिठाया और हुक्म दिया। लिली ने आखिरकार अपने चॉपस्टिक्स उठाए। सेरेना की सख्त नजरों के सामने उसने खाना अपने मुंह में भरना शुरू कर दिया। अपने आंसुओं को पीते हुए उसने कुछ ही देर में आखिरी निवाला भी खत्म कर लिया। तभी मैंने जल्दी से उस छोटी सी बच्ची को अपनी बाहों में खींच लिया। मैंने धीरे से उसके चेहरे से आंसू पोंछे। बस बस, मैंने उसे धैर्य से दिलासा दिया। अब जब तुमने लंच खत्म कर लिया है तो मम्मा अब गुस्सा नहीं है। चलो डैडी को बताओ, तुम पिछले 2 दिनों से खाना क्यों नहीं खा रही थी? ईशान, क्योंकि मैं चाहती थी कि मम्मा और डैडी मेरे साथ ज्यादा वक्त बिताएं। लिली अभी भी सिसक रही थी। उसकी उंगलियां घबराहट में अपने कपड़ों के निचले हिस्से को मरोड़ रही थीं। उसने नीचे देखा और एक छोटी सहमी हुई आवाज में बात की। जब मैंने ये सुना तो मैं सन्न रह गया। मुझे लगा कि मैं समझ गया। लिली को नहीं पता था कि अपनी बात कैसे कहे, इसलिए उसने ये तरीका अपनाया ताकि सेरेना और मैं उस पर ज्यादा ध्यान दें। पीछे मुड़कर देखें तो जब से कंपनी का काम बढ़ा है, हम वाकई इस नन्ही जान का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। हाल ही में सेरेना और मैं सुबह जल्दी निकल जाते हैं और रात को देर से घर आते हैं। हम उसे बस तभी देख पाते थे जब उसे स्कूल छोड़ने जाते या रात को उसे सुलाते वक्त। मैं गहरी सोच में डूब गया। अचानक मुझे लगा कि मैंने एक गलती की है, बहुत बड़ी गलती। कंपनी शुरू करने का मेरा असली मकसद सेरेना और लिली को एक बेहतर जिंदगी देना और उन्हें खुश करना था। लेकिन अब मैं काम में इतना दब गया था कि मैं अपने असली मकसद के बिल्कुल खिलाफ जा रहा था। सेरेना भी खुद को कसूरवार महसूस कर रही थी। उसने अपने होंठ काटे और मेरी तरफ देखा। मैंने ऊपर देखा और उसकी नजरों से नजरें मिलाईं। देखा और एक छोटी सहमी हुई आवाज में बात की। जब मैंने ये सुना तो मैं सन्न रह गया। मुझे लगा कि मैं समझ गया। लिली को नहीं पता था कि अपनी बात कैसे कहे, इसलिए उसने ये तरीका अपनाया ताकि सेरेना और मैं उस पर ज्यादा ध्यान दें। पीछे मुड़कर देखें तो जब से कंपनी का काम बढ़ा है, हम वाकई इस नन्ही जान का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। हाल ही में सेरेना और मैं सुबह जल्दी निकल जाते हैं और रात को देर से घर आते हैं। हम उसे बस तभी देख पाते थे जब उसे स्कूल छोड़ने जाते या रात को उसे सुलाते वक्त। मैं गहरी सोच में डूब गया। अचानक मुझे लगा कि मैंने एक गलती की है, बहुत बड़ी गलती। कंपनी शुरू करने का मेरा असली मकसद सेरेना और लिली को एक बेहतर जिंदगी देना और उन्हें खुश करना था। लेकिन अब मैं काम में इतना दब गया था कि मैं अपने असली मकसद के बिल्कुल खिलाफ जा रहा था। सेरेना भी खुद को कसूरवार महसूस कर रही थी। उसने अपने होंठ काटे और मेरी तरफ देखा। मैंने ऊपर देखा और उसकी नजरों से नजरें मिलाईं। मैं शांत हो गया। मैंने लिली के नन्हे शरीर को अपने करीब खींच लिया। मम्मी और डैडी इस बार गलत थे और लिली तुम भी गलत थी। मम्मी और डैडी ने तुम्हारी फीलिंग्स को नजरअंदाज किया, लेकिन तुम्हें हमें बताने के लिए ऐसा गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मम्मी और डैडी अब तुमसे माफी मांग रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी प्रोफेसर स्यू से और खुद से माफी मांगनी होगी। तुम समझ रही हो? तुम्हें अब कभी भी खाना छोड़ने की इजाजत नहीं है। मम्मी और डैडी भी तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताएंगे। मैं समझ गई। जेम्स रिवर्स के सीने में अपना चेहरा छिपाए हुए लिली ने धीरे से कहा और उनसे चिपक गई। सेरेना भी पास आई और छोटी बच्ची के सिर को सहलाने लगी।
डैडी सिर्फ इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वो तुम्हें बिगाड़ते हैं। लेकिन लिली, तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि वजह चाहे जो भी हो, खाना न खाना हर हाल में गलत है। लिली अब ऐसा फिर कभी नहीं करेगी। मम्मी प्लीज अब मुझसे नाराज मत होइए। सेरीना की आवाज सुनकर छोटी लिली फिर से सुबकने लगी। अपना छोटा सा मुंह बनाकर वो जेम्स रिवर्स की बाहों से निकली और सीधे सेरीना के गले लग गई। अपनी नन्ही जान को फिर से रोते देख जेम्स रिवर्स का दिल बुरी तरह दुखने लगा। उन्होंने जल्दी से उसकी पीठ थपथपाई। उन्होंने सेरीना की तरफ देखा और कहा, ठीक है, अब बहुत हुआ, वो अब समझ गई है। घर लॉजिक की जगह नहीं है, ये प्यार की जगह है। बस उसे गले लगा लो और सब ठीक हो जाएगा। हाँ मम्मी, मुझे गले लगा लो अब और गुस्सा मत करो। लिली के जवाब ने सेरीना की आंखों में लगभग आंसू ला दिए। अपनी थोड़ी लाल आंखों के साथ उसने लिली को कसकर गले लगा लिया। वो 2 थप्पड़ जो उसने अभी उसे मारे थे, असल में उससे उसका अपना दिल टूट गया था। उन दोनों ने कुछ देर और लिली के साथ बिताया और फिर उसे प्रोफेसर स्यू को सौंप दिया। उन्होंने देखा कि उसने प्रोफेसर स्यू से माफी मांगी और उसे आराम करने के लिए लाउंज में ले जाया गया। जेम्स रिवर्स और सेरीना ने आखिरकार चैन की सांस ली। जब लिली सो गई तो कपल किंडरगार्टन से निकलकर वापस कंपनी की ओर चल दिए। जेम्स रिवर्स लगातार इस बारे में सोच रहे थे कि काम और परिवार के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। सोच में डूबे हुए वो अचानक सेरीना की ओर मुड़े। हनी, क्या कुछ ही दिनों में लिली का बर्थडे नहीं आने वाला है? हाँ, सेरीना ने सिर हिलाया। 28 नवंबर को लिली का चौथा बर्थडे था, तो इस बार हमें लिली को एक अच्छा बर्थडे सेलिब्रेशन देना होगा, जेम्स रिवर्स ने फिर से सोचते हुए कहा। सेरीना ने धीरे से हूँ कहा, लेकिन उसका दिल थोड़ा भारी महसूस कर रहा था। लिली 4 साल की होने वाली थी, लेकिन ये उसका पहला असली बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। उसे उस दिन बच्ची का तीसरा बर्थडे याद आया। उसने केक का एक टुकड़ा तक नहीं खाया था। अगले 2 दिन फिर से भागदौड़ भरे रहे। हालांकि काम के अलावा जेम्स रिवर्स और सेरीना ने जानबूझकर छोटी बच्ची के साथ बिताने के लिए ज्यादा समय निकाला। भले ही जेम्स रिवर्स के पास अभी भी कोई असिस्टेंट नहीं था, जब भी लिली के स्कूल से छुट्टी का समय होता वो अपनी सारी बिजनेस मीटिंग्स को टाल देते थे। जहां तक लिली एंटरटेनमेंट के स्टाफ की बात है, पिछले 2 दिनों में हर किसी के चेहरे पर एक्साइटमेंट दिख रही थी। वे अलग अलग चीजों की तैयारी करते हुए लगातार सीक्रेटिव बने हुए थे। आखिरकार 28 नवंबर आ गया। सेरीना की फैन मीट और कॉन्सर्ट भी आज ही आयोजित किया जा रहा था। इस खास इवेंट में केवल 2000 लोग शामिल हो रहे थे। ये सभी लोग सेरीना के कट्टर फैंस थे। वे कुछ छोटे प्राइवेट ग्रुप्स का हिस्सा थे और यहाँ तक कि सेरीना खुद भी उनमें शामिल हुई थी। ग्रुप का नाम जेम्स और सेरीना की एक्सटेंडेड फैमिली रखा गया था। जब फैंस को पता चला कि सेरीना एक फैन मीट रख रही है और ये खास तौर पर उनके लिए है, तो ग्रुप्स में जैसे धमाका हो गया। हर किसी ने तुरंत अपने टिकट खरीद लिए। लेकिन जब हर कोई एक्साइटमेंट के साथ वेन्यू पर पहुंचा तो उन्हें एहसास हुआ कि इवेंट रात 8:30 बजे से पहले तय नहीं था। कुछ फैंस अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाए और ग्रुप्स में इस पर बहस करने लगे। इतनी देर क्यों हो रही है? आखिरकार ग्रुप लीडर लिटिल रेड ने मजबूती से फैंस को शांत कराया, तभी जाकर हंगामा कम हुआ। इस बीच लिली एंटरटेनमेंट ने रिवर सिटी ग्रैंड थिएटर को वेन्यू के तौर पर पहले ही किराए पर ले लिया था। सब कुछ तैयार था और इवेंट शुरू होने का इंतजार था। 28 नवंबर रात 8 बजे सभी फैंस अपने फैन गिफ्ट बैग्स मिलने के बाद अंदर चले गए। उनके सरप्राइज के लिए उन गिफ्ट बैग्स के अंदर सिर्फ सेरेना का एल्बम और ऑटोग्राफ नहीं था, वहां असल में एक साइन की हुई फैमिली पोर्ट्रेट भी थी। इसने फैंस को पूरी तरह से खुशी के आलम में डाल दिया। यह ट्रिप पूरी तरह से वसूल हो गई। न केवल हमें सेरीना को पर्सनली देखने का मौका मिला, बल्कि हमें ऑटोग्राफ का पूरा सेट भी मिल गया। ये कमाल का है। जब सभी फैंस अंदर आ गए तो थिएटर के दरवाजे अचानक जोर से बंद हो गए। पूरे वेन्यू में अंधेरा छा गया। जैसे ही फैंस कंफ्यूज होने लगे और अपने फोन की फ्लैशलाइट चालू करने लगे, अचानक हवा में म्यूजिक गूंजने लगा। ये एक खुशनुमा धुन थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। फिर एक छोटी सी साफ बच्ची की आवाज ने गाना शुरू किया। जैसे ही वो आवाज गूंजी, हर कोई जम गया। फिर उन्होंने अचानक अपने दिल थाम लिए। आवाज की दिशा में यकीन न होने वाली नजरों से देखते हुए फैंस को लगा जैसे वे सपना देख रहे हैं। ये गाने के साथ छोटी लिली की आवाज है। अंधेरे को चीरती हुई अचानक एक स्पॉटलाइट पड़ी। रोशनी के नीचे सफेद फूला हुआ ड्रेस पहने लिली खड़ी थी। उसकी छोटी स्कर्ट पर खिले हुए छोटे फूलों की सजावट थी। उसके बाल 2 छोटी जूड़ियों में तितली के आकार के नाजुक रिबन के साथ बंधे थे। वो एक ऐसी परी जैसी लग रही थी जो इंसानी दुनिया में भटक गई हो और सीधा फैंस की नजरों के सामने आ गई हो। उस पल में हर फैन का दिल उसकी क्यूटनेस से पिघल गया। ये तो सरासर नाइंसाफी है। वे सभी ऊपर जाकर उसे अपने घर ले जाना चाहते थे। लिली म्यूजिक की धुन पर अपना शरीर हिलाने लगी। एक और स्पॉटलाइट अचानक नीचे गिरी। शार्प सूट पहने जेम्स रिवर्स रोशनी के नीचे दिखाई दिए। जेम्स रिवर्स के मूव्स लिली के साथ पूरी तरह मैच कर रहे थे। वे दोनों एक साथ तालमेल में झूम रहे थे।
वो खुशनुमा गाना उनके मुंह से निकलकर सबके कानों में जा रहा था। एक सेकंड बाद लिली एंटरटेनमेंट का हर कोई वहां आ गया। उनके चेहरों पर मुस्कान थी और वे धीरे धीरे चलते हुए एक साथ बर्थडे सॉन्ग गा रहे थे। उस पल फैंस ने भी नेचुरली बर्थडे सॉन्ग के साथ गाना शुरू कर दिया। 2000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ गाया। पूरा वेन्यू एक ही धुन से भर गया। नन्ही लिली की बड़ी आंखें अब पूरी तरह से चांद की तरह मुड़ गई थीं। वो खुशी से अपना नन्हा सिर हिला रही थी और तालियां बजा रही थी, क्योंकि वो उन सभी अंकल और आंटी को देख रही थी जो अचानक वहां आ गए थे। ये उसका पहला बर्थडे था और ये उसकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल था। जेम्स रिवर्स और सेरेना ने उसे हवा में ऊपर उठाया और अंत तक बर्थडे सॉन्ग गाते रहे। सारी लाइटें धीमी हो गईं। जेम्स रिवर्स की कोमल आवाज गूंजी, लिली एक विश मांगो और मोमबत्तियां बुझा दो। लिली ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने नन्हे हाथों को अपने चेहरे के सामने जोड़ लिया। किसी को नहीं पता था कि उसने क्या मांगा, लेकिन उसके नन्हे चेहरे की मुस्कान और भी चमकने लगी। वो मुस्कान हर किसी की यादों में बस गई, खासकर जेम्स रिवर्स और सेरेना के लिए। उस पल उनके हाथ कांप रहे थे। वे इतने खुश थे कि उनके आंसू निकलना चाहते थे। सेरेना और मैं कभी अपना बर्थडे नहीं मना पाए, क्योंकि हम अनाथ थे। न कोई पिता था और न कोई माँ, लेकिन अब अपनी बेटी लिली रिवर्स के लिए वे सफल हो गए थे। उन्होंने उसे एक खूबसूरत बचपन दिया था। इस समय जेम्स रिवर्स और सेरेना के दिल में लिली के मुस्कुराते चेहरे से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं था। जैसे ही नन्ही लिली ने एक ही सांस में केक के ऊपर लगी, चारों मोमबत्तियां बुझा दी। पूरा वेन्यू तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कमरे में लाइटें जल गईं। जेम्स रिवर्स और सेरेना ने लिली को अपनी बाहों में खींच लिया और उसके गालों पर एक बड़ा सा किस किया। फिर वे चिल्लाए, हैप्पी बर्थडे लिली, हैप्पी बर्थडे नन्ही लिली। भीड़ में मौजूद फैंस भी चिल्लाने लगे। नन्ही लिली जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी। तभी जेम्स रिवर्स चिल्लाए, चलो केक खाते हैं। उनके इतना कहते ही स्टाफ के कई सदस्य बड़े बड़े केक लेकर वेन्यू के अंदर आए। ये सब फैंस के लिए तैयार किए गए थे। फैंस के प्रति इस प्यार ने कमरे में हंसी की गूंज बनाए रखी। वहाँ म्यूजिक था, ऑटोग्राफ किए हुए गिफ्ट्स थे और खाने के लिए केक भी था। हर फैन को लगा कि ये ट्रिप बहुत ही यादगार थी। फैंस को लगा कि वे भरे हुए दिल के साथ घर वापस जा रहे हैं। लिली एंटरटेनमेंट की टीम ने उस पल लिली को वे गिफ्ट्स दिए जो उन्होंने तैयार किए थे। जैसे ही हर व्यक्ति ने अपना गिफ्ट दिया, लिली ने उन्हें प्यारे से थैंक यू के साथ जवाब दिया। इससे हर कोई बहुत खुश हो गया। वे केक एंजॉय करने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए। गिफ्ट्स मिलने के बाद लिली जेम्स रिवर्स की बाहों से निकल गई। वो उन दूसरे बच्चों के साथ खेलने चली गई जो इवेंट में आए थे। ऑडियंस में मौजूद मॉम फैंस बच्चों पर ध्यान से नजर रख रही थीं, खासकर तब जब उन्होंने अपने बच्चों को लिली के साथ खेलते देखा। उनके चेहरे के हाव भाव बच्चों से भी ज्यादा एक्साइटेड थे। तभी लिली का ध्यान अचानक एक छोटी बच्ची की ओर गया, जिसका चेहरा भी उसी की तरह गुलाबी था। यह छोटी बच्ची दूसरे बच्चों की तरह सबके साथ नहीं खेल रही थी। इसके बजाय वो एक आदमी की टांग से चिपकी हुई थी और डरते हुए उनकी ओर देख रही थी। छोटी बच्ची की आंखें एक साथ खेल रहे बच्चों के ग्रुप पर टिकी थीं, जिनमें एक चाहत थी। जब लिली ने उधर देखा तो उनकी आंखें आपस में मिल गईं। बच्ची घबराकर अपने पिता के पीछे छिप गई और लिली की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ये देखकर लिली ने अनजाने में अपने होंठ सिकोड़े। वो एक पल के लिए झिझकी, टेबल से केक का एक छोटा टुकड़ा उठाया और उस बच्ची की ओर चल दी। लो, ये तुम्हारे लिए है, ये बहुत मीठा है, लिली की प्यारी आवाज ने कहा। छोटी बच्ची का शरीर थोड़ा सा हिला। उसके सामने खड़े आदमी ने लिली और उसकी बड़ी गोल आंखों की तरफ नीचे देखा। वो घुटनों के बल बैठा और बच्ची के बालों को सहलाया। नेने, बड़ी बहन तुम्हें केक ऑफर कर रही है, जाओ इसे ले लो। क्या तुम उसे सबसे ज्यादा पसंद नहीं करती? नेने नाम की छोटी बच्ची ने अपनी थोड़ी पुरानी ड्रेस के किनारे को रगड़ा। उसने आखिरकार शर्माते हुए लिली की ओर देखा। दीदी, क्या सच में मुझे थोड़ा मिल सकता है? हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ नेने। मैं नेने की दोस्त बनना चाहती हूँ। प्लीज थोड़ा केक लो। लिली ने मुस्कुराते हुए केक आगे बढ़ा दिया। कुछ ही दूर खड़े जेम्स रिवर्स, जो लिली पर नजर रखे हुए थे, उन्होंने ये सीन देखा और उस आदमी और बच्चियों को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराए। ये साफ था कि इस आदमी की फैमिली सिचुएशन शायद बहुत अच्छी नहीं थी। एक सोच के बाद जेम्स रिवर्स वहां चलकर आए। वो भी घुटनों के बल बैठे और लिली का सिर थपथपाया। लिली, तुम अपनी छोटी बहन को खेलने के लिए क्यों नहीं ले जाती? ओके, लिली चहकी। उसने उम्मीद भरी नजरों से नेने की तरफ देखा। लिली के चेहरे पर सच्चा भाव देखकर नेने ने आखिरकार अपने पिता के प्रोत्साहन के साथ केक लिया और लिली का हाथ पकड़ लिया। लिली का चेहरा तुरंत एक बड़ी मुस्कान से चमक उठा। नेने का हाथ पकड़कर वो उछलते कूदते दूसरे बच्चों की ओर चली गई। थैंक यू, नन्ही लिली सच में बहुत वंडरफुल है। उस पल दोनों एडल्ट्स खड़े हो गए और दोनों दूर अपनी बेटियों को देख रहे थे। वह आदमी तारीफ में सबसे पहले बोला,
आप भी। मैं देख सकता हूँ कि नेने बहुत ही दयालु बच्ची है। वैसे वो कितने साल की है? वो 3 साल की है, लिली से थोड़ी छोटी। जब से उसने अपने फोन पर लिली को देखा है, वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। तब से मैंने आपका ट्विटर और टिकटॉक फॉलो करना शुरू किया और ग्रुप्स में शामिल हो गया। मैंने बस यही उम्मीद की थी कि एक दिन मैं उसे उसकी प्यारी बड़ी बहन को अपनी आंखों से दिखा सकूं। उस आदमी ने कहा जब उसने अपनी बेटी को दूर खेलते देखा, जबकि लिली ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें पहले ही थोड़ी लाल हो रही थीं। मैं आज यहाँ शो के बाद बच्चों को मिलवाने का एक मौका मांगने के इरादे से आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह होगा। उस आदमी की बातें सुनकर जेम्स रिवर्स जान गए कि ये आदमी किसी कहानी के साथ आया है। और नन्ही नेने साफ तौर पर लिली को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एक पिता के रूप में उसने एक ऐसे सपने पर रिस्क लिया था जो शायद सच भी न होता, सिर्फ अपने बच्चे को इतनी दूर फैन मीट में लाने के लिए। ठीक है, मैंने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। मैं जेम्स रिवर्स हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं फीलिक्स शॉ हूँ। फीलिक्स शॉ, आसमान और जमीन के बीच घूमने वाली एक आजाद रूह की तरह। ये बहुत अच्छा नाम है। मुझे लगता है कि आप मुझसे बड़े हैं, इसलिए मैं आपको बड़े भाई फीलिक्स कहूंगा। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्या काम करते हैं? मैं इस साल 30 का हूँ, तो मैं वाकई आपसे बड़ा हूँ। अभी मैं एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा हूँ। एक सिक्योरिटी गार्ड? जेम्स रिवर्स ने फीलिक्स शॉ के मजबूत एथलेटिक शरीर को देखा और सिर हिलाया। ऐसा शरीर एक प्रोफेशनल बॉडीगार्ड बनने के लिए काफी था। हाँ, मैं एक वेटरन हूँ। डिस्चार्ज होने के बाद मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। बाद में मैंने एक मीडिया कंपनी ज्वाइन की, लेकिन बदकिस्मती से मैं उस तरह के माहौल के लिए नहीं बना हूँ। मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी जो मुझे पसंद नहीं आई और मैंने बीच बचाव किया, इसलिए मुझे फायर कर दिया गया। फिर अपनी बेटी की खातिर मैंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर ली। भले ही वो फायर होने की बात कर रहे थे, फीलिक्स शॉ ने बहुत खुलकर बात की। उनके चेहरे के हाव भाव शांत थे और जब उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा तो उनकी आंखों में साफ तौर पर गर्मजोशी झलक रही थी। ये सुनकर जेम्स रिवर्स ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने भी उन 2 छोटी बच्चियों की ओर देखा। उन्होंने फिर से बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भाई फीलिक्स, क्या आप लिली एंटरटेनमेंट को एक मौका देने में इंटरेस्टेड होंगे? हमारे पास फिलहाल स्टाफ की कमी है और हम अपनी कंपनी की सिक्योरिटी डिटेल को हेड करने के लिए भी किसी को ढूंढ रहे हैं। मुझे अभी तक इस काम के लिए सही व्यक्ति नहीं मिल पाया है। मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई वेटरन दोस्त होंगे जिन्हें आप मुझे रिकमेंड कर सके। फीलिक्स शॉ एक पल के लिए हैरान रह गए। वो जेम्स रिवर्स की ओर देखने के लिए मुड़े। क्या आप सीरियस हैं? बेशक, हमारे पास वाकई लोगों की कमी है। मैं गेम खेलने वालों में से नहीं हूँ। ऐसा करते हैं, वहाँ उस खूबसूरत महिला को देख रहे हैं? वो हमारी HR डायरेक्टर हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं और एक इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं। जेम्स रिवर्स ने नेचुरली सिर हिलाया। उन्होंने एंजेला की दिशा में इशारा किया और फीलिक्स से बात की। फीलिक्स शॉ ने जेम्स रिवर्स को गौर से देखा, फिर अपनी नजर एंजेला की ओर घुमाई। उन्होंने काफी देर तक सोचा। जब नन्ही लिली नेने का हाथ पकड़कर पास आई, तब जाकर उन्होंने आखिरकार कहा, ठीक है, मैं इसे एक मौका दूंगा। जहां तक सिक्योरिटी स्टाफ की बात है, मेरे कुछ वेटरन दोस्त हैं जिनसे मैं आपके लिए पूछ सकता हूँ। थैंक्स, जेम्स रिवर्स ने मुस्कुराहट के साथ कहा। फिर वो लिली और नेने की ओर चले और उन 2 प्यारे बच्चों को अपनी एक एक बाह में उठा लिया। लिली, नेने, क्या तुम लड़कियों ने मजे किए? हाँ, उन दोनों नन्ही बच्चियों ने एक साथ चहकते हुए कहा। उनके चेहरे शानदार मुस्कान से चमक उठे। ये देखकर फीलिक्स शॉ अपनी आंखों को फिर से लाल होने से नहीं रोक पाए। वो लगभग भूल ही गए थे कि कितना समय बीत गया था जब नेने आखिरी बार दिल से इतनी सच्चाई के साथ हंसी थी। वो एक पल के लिए वहीं खड़े रहे, सोच में डूबे हुए, फिर मजबूती से एंजेला की ओर चल दिए। वो जेम्स रिवर्स को देखकर बता सकते थे कि लिली एंटरटेनमेंट निश्चित रूप से रहने के लिए एक अच्छी जगह होगी। जेम्स रिवर्स ने देखा कि फीलिक्स शॉ एंजेला के पास पहुंचे, उनसे कुछ बातें की और उनके हाथ से एक बिजनेस कार्ड लिया। तभी उन्होंने अपनी नजर हटाई। जहां तक बात फीलिक्स शॉ के इंटरव्यू पास करने की थी, तो वो जेम्स रिवर्स को तय नहीं करना था। जब बात HR के मामलों की आती थी, तो जेम्स रिवर्स कभी दखल नहीं देते थे। लिली एनिमेशन के साथ भी ऐसा ही था। भले ही ये तकनीकी रूप से लिली एंटरटेनमेंट के अंडर था, लेकिन जब से जेम्स रिवर्स ने चेन फॉन्ग को स्क्रिप्ट और फंडिंग दी थी, उन्होंने कभी उनके काम में झांक कर नहीं देखा। उन्हें उनकी प्रोफेशनलिज्म पर भरोसा था। इस क्राफ्ट के लिए एक आउटसाइडर होने के नाते वो अपनी हद पार नहीं करना चाहते थे। थोड़े और सेलिब्रेशन के बाद इवेंट सफलतापूर्वक खत्म हो गया। लिली का बर्थडे फैंस की ढेर सारी दुआओं के साथ संपन्न हुआ। फैंस खुशी से झूमते हुए एक व्यवस्थित तरीके से वेन्यू से बाहर निकले। उनके लिए आज का दिन वाकई एक बहुत अच्छा अनुभव था।
इंटरनेट पर जहां विभिन्न एंटरटेनमेंट कंपनियों की अधिकारियों द्वारा गहन जांच की जा रही थी, चीजें काफी शांत हो गई थीं। बुनियादी तौर पर कार्रवाई के इस दौर के बाद हर कंपनी की साख को गहरा धक्का लगा था। लगभग एक हफ्ते की शांति के बाद जनता का जोश पहले जैसा तीव्र नहीं रहा था। वे इसके बारे में बस संक्षिप्त चर्चा ही करते थे। जब भी वे किसी अन्य सेलिब्रिटी को मुसीबत में देखते तो कुल मिलाकर इंडस्ट्री और ऑनलाइन दोनों ही जगहों पर हाइप धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। यूजर्स धीरे धीरे अपने सामान्य रूटीन पर लौट रहे थे, लेकिन जैसे ही नेटिजन्स बोरियत की वजह से बिना किसी मकसद के वीडियो स्क्रॉल कर रहे थे, एक खास वीडियो अचानक उनके फीड में आ गया। टाइटल साफ तौर पर लिली की एक मॉम फैन द्वारा लिखा गया था, मेरी नन्ही लिली बहुत क्यूट है। नेटिजन्स जिन्होंने ये टाइटल देखा वे सभी कंफ्यूजन से भर गए। क्या कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था? इसलिए उन्होंने वीडियो पर क्लिक किया, लेकिन कुछ ही देर में जिस किसी ने भी वो वीडियो देखा उसकी आंखें लाल हो गईं। भारी सांसें लेते हुए वे जेम्स रिवर्स और सेरेना के ट्विटर अकाउंट्स पर टूट पड़े और उन्हें खरी खोटी सुनाने लगे। बस यही है? आप यही करते हैं? आप इतना बड़ा कुछ करते हैं और हमें ये सब खत्म होने के बाद सिर्फ एक क्लिप दिखाते हैं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आप साफ तौर पर हमें इंसान तक नहीं समझते। हमें कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिला? सारा प्यार खत्म हो गया, सब खत्म। चलो लड़कों, अब अपना बोरिया बिस्तर समेट लो। जिस पल मैंने वीडियो में लिली को देखा, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। जब मैंने उन तीनों को पूरी तरह से तालमेल में झूमते देखा तो मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। जेम्स, तुमने मेरे प्यार के साथ गद्दारी की है। फ्रेंडशिप खत्म, अनफॉलो कर दिया। भाइयों, इन्हें अनफॉलो कर दो। मैं अनफॉलो कर रहा हूँ। रोने की आवाजें। तीनों की इस फैमिली को देखकर मैं एक गर्व महसूस करने वाली आंटी की तरह मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। लेकिन मेरा दिल बहुत जल रहा है। उन्हें वहां पर्सनली जाने का मौका क्यों मिला, जबकि मैं यहाँ बैठकर वीडियो देखकर लार टपका रही हूँ। एक फैन द्वारा पोस्ट किए गए एक अकेले वीडियो ने तुरंत हर नेटिजन को जलन से भर दिया। उनका मन कर रहा था कि वे अभी जेम्स रिवर्स के घर में घुस जाएं और उनसे पूछें कि आखिर उन्होंने उन्हें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया था। लेकिन बात यही नहीं रुकी। बाद में वहां के और भी कई वीडियो लीक हो गए। उनमें तीनों की फैमिली के साथ गाते हुए क्लिप्स थे, बच्चों के गानों के मेडले थे। नन्ही लिली आंखें बंद करके विश मांग रही थी। लिली दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। सबसे हैरान करने वाला वीडियो सेरेना और कई मॉम फैंस का था जो पेरेंटिंग टिप्स शेयर कर रही थी। न केवल वीडियो थे बल्कि फैंस ने फैमिली के साइन किए हुए पोर्ट्रेट्स की फोटोज भी पोस्ट की। वहां फैंस की लिली को गोद में लिए हुए और एक साथ प्यारी तस्वीरें खींचने वाली फोटोज भी थीं। साथ ही इवेंट के हर तरह के छोटे छोटे गिफ्ट्स भी थे। फैन मीट खत्म हुए अभी आधा घंटा ही बीता था, लेकिन इंटरनेट पहले से ही इन वीडियो और फोटोज से पूरी तरह भर गया था। अनगिनत नेटिजन्स ने दिल के दर्द को बर्दाश्त किया, अपनी आंखें फाड़कर हर एक वीडियो को स्क्रॉल किया, खासकर तब जब उन्होंने फैंस को लिली के साथ करीब से बातचीत करते देखा। उनका मन कर रहा था कि वे उस फैन को एक तरफ धकेल दें और उनकी जगह ले लें। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता भाइयों। इसके लिए जेम्स रिवर्स और सेरेना बिल्कुल घटिया इंसान हैं। जेम्स को मारने और लिली को चुराने के लिए मेरे साथ कौन शामिल होगा? खैर, उसने कहा, मुझे भी साथ समझो। जेम्स को मारो, लिली को चुराओ। एक समय के लिए इंटरनेट जैसे सामूहिक गुस्से की स्थिति में था। हर कोई यही नारा लगा रहा था। जेम्स रिवर्स की 3 लोगों की फैमिली की वजह से एक बार फिर शांत इंटरनेट पर भारी उथल पुथल मच गई। बस इस बार नेटिजन्स अपना सपोर्ट नहीं दिखा रहे थे, बल्कि वे अपनी कड़ी निंदा व्यक्त कर रहे थे। जवाब में जेम्स रिवर्स और सेरेना ने इन ऑनलाइन शिकायतों को देखा। लगभग तुरंत ही उन दोनों ने एक साथ अपनी गर्दनें सिकोड़ लीं, जैसे उन्हें महसूस हो रहा हो कि हर दिशा से उनकी तरफ खंजर आ रहे हैं। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमारे पास तैयारी के लिए केवल 2 दिन थे। वेन्यू के लिए 2000 लोग आखिरी लिमिट थी। इससे ज्यादा होते तो ये एक डिजास्टर हो सकता था। बेशक मुझे पहले अपने कोर फैन बेस को प्राथमिकता देनी थी। आखिरकार दबाव में आकर जेम्स रिवर्स और सेरेना ट्विटर पर पोस्ट करने के लिए मजबूर हो गए। भाइयों, हम गलत थे। कृपया थोड़ी दया दिखाएं और हमें इस एक बार माफ कर दें। हम इस बार वाकई पूरी तरह तैयार नहीं थे। अगली बार पक्का। जैसे ही ये ट्वीट बाहर आया, अनगिनत यूजर्स ने इसे ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। मेन स्टार्स को बोलते हुए और अपनी गलती मानने वाला अच्छा एटीट्यूड दिखाते देख नेटिजन्स और भी ज्यादा हावी हो गए। अगली बार के बारे में और साफ साफ बताओ। अगली बार कब है? कौन सा साल, महीना और दिन? कौन सा घंटा, मिनट और सेकंड? यहाँ आओ और हमें साफ बताओ। मैं और कुछ नहीं कहूंगा, बस हमारे देखने के लिए पहले पूरा वीडियो रिलीज कर दो। तुम अगली बार की बात कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम तो गए काम से। क्या कल द वॉइस ऑफ अमेरिका के सेट पर कोई भाई जा रहा है? उन दोनों को मेरे लिए पकड़ लो और उनसे सच उगलवाओ कि अगली बार आखिर कब है।
इंटरनेट पर एक्साइटमेंट की एक और लहर दौड़ गई। हर यूजर जानना चाहता था कि ये अगली बार कब होगा। स्वाभाविक रूप से इतनी बड़ी हलचल को दूसरी एंटरटेनमेंट कंपनियों ने भी देखा। हालांकि उनके दिल सिर्फ कड़वाहट से भरे थे। उनकी अपनी कंपनियां अभी अभी एक बड़ी कार्रवाई क्रैकडाउन से गुजरी थीं। लेकिन लिली एंटरटेनमेंट में ऐसा लग रहा था जैसे वे नया साल मना रहे हों। कई छोटी और मध्यम स्तर की एंटरटेनमेंट कंपनियों के प्रमुख उस समय गंभीरता से सोचने लगे, क्या उन्हें खुद को लिली एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ लेना चाहिए। आखिरकार मौजूदा स्थिति को देखते हुए जेम्स रिवर्स का टैलेंट बिल्कुल असीमित था। एक साधारण फैन मीट को उन्होंने कुछ असाधारण में बदल दिया था, और वे सभी बच्चों के गाने जो वहां सुनाई दिए वे ओरिजिनल नए गाने थे। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए इतने सारे नए गाने पेश कर सकता है, भला कौन ये कहने की हिम्मत करेगा कि जेम्स रिवर्स का टैलेंट खत्म हो गया है। अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके साथ जुड़ जाओ। कई छोटी और मध्यम कंपनियों के प्रमुखों को उसी पल ये बात समझ आ गई। स्काईलाइन एंटरटेनमेंट टावर। लुगा ये भूल गया था कि वो कितनी बार खाली जगह में टकटकी लगाए देखता रहा है। वो जानता था कि ग्रैंड सेंचुरी एंटरटेनमेंट को लगे पिछले झटके के बाद कंपनी के भीतर पहले से ही असहमति की आवाजें उठने लगी थीं। भले ही तियानशिंची अभी भी टिके हुए थे, लेकिन वो शायद ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। वे छोटी और मध्यम एंटरटेनमेंट कंपनियां तो शुरू से ही बस अवसरवादी लोगों का एक झुंड थीं। इतने भारी झटके के बाद वे शायद अब से सिर्फ दिखावे के लिए ही साथ देंगे। जेम्स रिवर्स द्वारा आयोजित इस बर्थडे पार्टी ने लुगा को भी उस इंसान को करीब से समझने का मौका दिया। उसका टैलेंट असीमित था और जिस तरह का हुनर उसने दिखाया वो वाकई दम घोंट देने वाला था। हमें इसे जल्दी खत्म करना होगा। कंपटीशन के अगले राउंड के लिए चेयरमैन टीएन से संपर्क करने में मेरी मदद करें और हमारे तीनों एसेस को स्टेज पर उतार दें। लुगाओं ने बिना किसी भाव के अपने सेक्रेटरी से बात की, जबकि वो बहुत सी चीजों के बारे में सोच रहा था। अगर वे ये राउंड भी हार गए तो वे बिग 3 में से एक होने का अपना खिताब कैसे बरकरार रख पाएंगे। अगले दिन फैन मीट का हाइप अभी भी कम नहीं हुआ था, लेकिन एक और टॉपिक तेजी से चार्ट्स पर चल रहा था। वो था आज रात का द वॉइस ऑफ अमेरिका का एपिसोड। पिछले कंपटीशन के बाद हर कोई इसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिर वे जानते थे कि हर एपिसोड में जेम्स रिवर्स अलग अलग नए गाने ला सकते थे, और वे भी बेहद शानदार किस्म के। जब से जेम्स रिवर्स आए थे उनकी प्लेलिस्ट में कभी भी बेहतरीन म्यूजिक की कमी नहीं रही थी। पिछले कुछ दिनों में ऑनलाइन मीडिया आउटलेट्स ने यहाँ तक दावा किया था कि जेम्स रिवर्स म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक नया युग बनाने के लिए स्वर्ग से भेजे गए इंसान हैं। नेटिजन्स भी इससे पूरी तरह सहमत थे। उन्हें लगा कि ये वाकई एक हीरो द्वारा समय बदलने जैसा मामला था। ये कहना कि टैलेंट ने कैपिटल पूंजी को हरा दिया है, उससे ज्यादा सटीक ये कहना था कि अब कैपिटल टैलेंट को और नहीं दबा सकती थी। जेम्स रिवर्स ने अकेले ही अपने टैलेंट से पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को उल्टा पुल्टा कर दिया था। अगर वो इस बार स्काईलाइन एंटरटेनमेंट को सफलतापूर्वक हरा देते तो जेम्स रिवर्स इतिहास के पहले ऐसे व्यक्ति बन जाते जिसने अकेले ही एक विशाल ग्रुप को हिलाकर रख दिया। रिवर सिटी में लिली एंटरटेनमेंट के ऑफिस में जेम्स रिवर्स और सेरीना अभी पहुंचे ही थे कि एंजेला वहां आई। मिस्टर रिवर्स, फीलिक्स शॉ ने अपना इंटरव्यू पास कर लिया है। हालांकि उनकी स्पेसिफिक पोजीशन अभी भी चर्चा का विषय है। मुझे लगता है कि फिलहाल 2 रोल उन पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। एक है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के रूप में, दूसरा ये कि वो इस फील्ड में कई लोगों को जानते हैं, इसलिए सेटअप तैयार करने में उनका लीड करना अच्छा रहेगा। दूसरा रोल आपके पर्सनल असिस्टेंट का है। उनके पिछले वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने मैनेजमेंट क्षमता में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। एंजेला ने ये कहते हुए फीलिक्स शॉ की इंटरव्यू फाइल जेम्स रिवर्स को सौंप दी। जेम्स ने फोल्डर लिया और उसे ध्यान से पढ़ना शुरू किया। फिर उन्होंने अचानक ऊपर देखा और पूछा, क्या आप जानती हैं कि उन्हें उनकी पिछली कंपनी ने क्यों निकाला था? एंजेला ने सिर हिलाया। मैंने उस बारे में पूछा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपने कुछ बॉस के गलत लेन देन, अंडर द टेबल डीलिंग्स को बर्दाश्त नहीं कर सके। मुख्य रूप से वो बॉस को नए लोगों को परेशान करते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्हें निकाल दिया गया। उस तरह की पर्सनालिटी निश्चित रूप से कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के लिए नहीं बनी है। मैं समझ गया। अच्छा है, कम से कम उनके वैल्यूज सही हैं और उनका कैरेक्टर मजबूत है, जेम्स ने पन्ने पलटते हुए कहा। सब कुछ पढ़ने के बाद उन्होंने फिर से ऊपर देखा। क्या आप उनकी फैमिली सिचुएशन के बारे में कुछ जानती हैं? मैंने उस बारे में नहीं पूछा। हालांकि उन्होंने सुबह 9 बजे के बाद काम शुरू करने का रिक्वेस्ट किया है। वो रात में जितनी जरूरत हो उतनी देर रुकने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें हर दिन शाम 4:30 से 6:30 बजे के बीच घर जाना होता है। बेशक उन्होंने कहा कि वो इसके लिए अपनी सैलरी में कटौती करवाने को तैयार हैं, लेकिन वो खास टाइम ब्लॉक नॉन नेगोशिएबल है। जेम्स ने सिर हिलाया और एक पल के लिए सोच में डूब गए। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाकर फाइल वापस एंजेला को थमा दी। उन्हें स्टैंडर्ड सैलरी ही देना। हम उनके शेड्यूल के हिसाब से तालमेल बिठा लेंगे। उनसे पूछना कि क्या वो मेरे असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं तो सिक्योरिटी डायरेक्टर की पोजीशन भी ठीक है। देखना वो क्या सोचते हैं।
एंजेला ने फोल्डर लिया। उसकी भवें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसने बस अपनी सहमति दी और ऑफिस से बाहर निकल गई। सेरेना ने भी थोड़ा कंफ्यूज होकर देखा। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या इस आदमी में कुछ खास है? ऐसा लग रहा है जैसे आप उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मुझे भी नहीं पता, बस कल मैंने उसकी बेटी को देखा था और उनके एटीट्यूड को देखते हुए मुझे बस एक बुरा एहसास हो रहा है। उम्मीद है कि मैं सिर्फ ज्यादा सोच रहा हूँ। जब हम उन्हें बेहतर तरीके से जान लेंगे तब हमें पता चल जाएगा। जेम्स रिवर्स ने अपना सिर हिलाया। उनके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी। उन्हें कल से ही हल्का सा एहसास हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। जो बात उन्हें गलत लग रही थी वो फीलिक्स शॉ के शब्द थे। उन्होंने कहा था कि वो उम्मीद करते हैं कि एक दिन वो नेने को उसकी पसंद की बड़ी बहन को अपनी आंखों से दिखा सकें, और सिर्फ इसी एक वजह से वो यहाँ पहुँचने के लिए हजारों मील का सफर तय करके आए थे। जब उन्हें ये भी यकीन नहीं था कि उन हालातों में वो लिली को देख भी पाएंगे या नहीं, तो ये थोड़ा असामान्य था। आखिर ऐसी कौन सी समस्या होगी जिसने उन्हें इतना मजबूर कर दिया? जेम्स रिवर्स नहीं जानते थे। उनकी फीलिक्स शॉ से कल ही मुलाकात हुई थी, इसलिए उनकी बातचीत इतनी आगे नहीं बढ़ी थी। समय बीतता गया और जल्द ही रात के 8 बजे बज गए। द वॉइस ऑफ अमेरिका का चौथा एपिसोड आ गया था। वो मुख्य इवेंट जिसका हर कोई रात की शुरुआत के लिए इंतजार कर रहा था, आखिरकार शुरू हो गया। स्काईलाइन एंटरटेनमेंट ने एक ए-लिस्ट सिंगर को भेजा जिसने एक ओरिजिनल लव सॉन्ग परफॉर्म किया। गाने ने नेटिजन्स को तारीफ में सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। उनकी क्वालिटी में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। स्काईलाइन एंटरटेनमेंट आखिरकार अपना खेल बेहतर कर रहा है, लेकिन भले ही क्वालिटी पुरानी म्यूजिक इंडस्ट्री के टॉप टियर लेवल तक पहुंच गई थी, दुर्भाग्य से ऑडियंस अभी भी जेम्स रिवर्स के गानों के लिए ज्यादा एक्साइटेड थी। वो कहावत कैसी थी, तुम अच्छे हो लेकिन जेम्स रिवर्स बेहतर हैं, तुलना ही खुशी की चोर है। दूसरों का लेवल। इस सीजन के सॉन्ग राइटर्स ने जैसे अपनी लिमिट छू ली है। अगर आप सभी सॉन्ग राइटर्स को रैंक करें तो जेम्स रिवर्स अपनी ही एक अलग लीग में होंगे। जेम्स रिवर्स के सामने हर दूसरे सॉन्ग राइटर को पीछे हटना पड़ा। आखिरकार अब लिली एंटरटेनमेंट की बारी थी। नेटिजन्स ये देखकर हैरान थे कि लिली एंटरटेनमेंट ने एक बार फिर नए चेहरों रुकीज को भेजा था, और वो भी एक और जोड़ी। फन शाओशा और यीशु हाँ की जोड़ी ने पहले ही उन्हें एक बड़ा सरप्राइज दिया था। उन्हें इतनी जल्दी दूसरे की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा ये जोड़ी असल में वही लोक गायकों फोक सिंगर्स की जोड़ी थी जो पहले ऑनलाइन वायरल हुई थी। वोंग शिनी और वुइलिंग, वही जाने पहचाने बारस्टूल, वही सफेद टी शर्ट और जीन्स, वही गिटार और वही लड़कियां। यह साफ था कि वे फोक म्यूजिक परफॉर्म करने का प्लान बना रही थीं। ऑडियंस खुद को इसे सुनने के लिए उत्सुक होने से नहीं रोक सकी। पास्ट में उन्होंने जो भी फोक गाने सुने थे उनमें से कोई भी वाकई में मेनस्ट्रीम नहीं बन पाया था। वे सोच रहे थे कि क्या यह गाना उन्हें एक अलग तरह का एहसास दे पाएगा। म्यूजिक शुरू हुआ। विशाल स्क्रीन पर गाने का टाइटल आया। वुइलिंग ने धीरे से अपने गिटार के तार छेड़े और वोंग शिनी ने मुस्कुराते हुए अपनी बॉडी को वुइलिंग की ओर झुकाया। इस खूबसूरत नजारे ने ऑडियंस और नेटिजन्स के दिलों को नेचुरली शांत कर दिया। म्यूजिक प्योर था, सिंगर्स प्योर थे, सब कुछ बिल्कुल सही था। उन्होंने एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर देखा। गाना जेम्स रिवर्स द्वारा लिखा गया था। परफॉर्मर्स लैंडलॉर्ड्स कैट थे। स्क्रीन पर गाने का टाइटल भी फोक म्यूजिक के मिजाज से पूरी तरह मेल खा रहा था। क्लाउड्स एंड स्मोक टर्न टू रेन। म्यूजिक और गिटार की धुन के साथ वोंग शिनी ने धीरे से गाना शुरू किया। उसकी आवाज बहुत प्योर थी और सीधे दिल को छू रही थी। जिस किसी ने भी इसे सुना उसे अपने दिल में एक शांति महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे इस गाने में कोई ऐसा जादू है जो उनकी रूह को शांत कर सकता है। यही फोक म्यूजिक का अनोखा आकर्षण है। फोक म्यूजिक 3 चीजों के बारे में होता है: प्यार, आदर्श और दूर दराज की जगहें। ये हर इंसान के दिल की गहराई में छिपी मूल इच्छाएं हैं। जिस किसी ने भी उस पल इस गाने को सुना उसे अपने वे सपने याद आ गए जिन्हें उसने कभी अपने दिल में छिपा कर रखा था। वे सपने शायद उस इंसान के बारे में हों जिसे उन्होंने कभी सबसे ज्यादा प्यार किया था, या उस इरादे के बारे में जिसे उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया था, या उन उम्मीदों के बारे में जो हकीकत की वजह से टूट गई थीं। वे सभी चीजें जो उनके पास कभी थीं और फिर खो गईं, अचानक वोंग शिनी के गाने से जाग उठीं। ये दोनों लड़कियां कितनी सौम्य हैं। सिर्फ लिली एंटरटेनमेंट ही ऐसी रिफ्रेशिंग जोड़ी को घर दे सकता था। मैं तुम्हें फिर से देखने के लिए बहुत तड़प रहा हूँ। भले ही बिछड़ने से पहले वो बस एक छोटी सी झलक ही क्यों ना हो। मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। अपने आसपास के लोगों की कदर करें। ये दोनों लड़कियां उन बिल्लियों की तरह हैं जिन्हें मैंने खुद पाला हो। मैं लैंडलॉर्ड मकान मालिक हूँ और मैं इन्हें घर ले जा रहा हूँ। मेरा बेचैन दिल अचानक शांत हो गया। आंसू बस अपने आप गिरने लगे। लेकिन मैं उसे अब कभी नहीं देख पाऊंगा। हर चीज का अंत होता है सिवाय किसी की याद आने के। गाने क्लाउड्स एंड स्मोक टर्न टू रेन ने नेटिजन्स को एक बार फिर सामूहिक रूप से उदासी मेलनकॉली की स्थिति में डाल दिया।
इस समय हर कोई उस इंसान के बारे में सोच रहा था जिसे वे फिर से देखना चाहते थे, लेकिन जानते थे कि वे अब कभी नहीं मिल पाएंगे। ऑडियंस बड़े ध्यान से गाना सुन रही थी और उस इंसान को याद कर रही थी जिसे उन्होंने इतने समय से अपने दिल में कैद कर रखा था। चाहे वो परिवार हो, दोस्ती हो या प्यार, हमेशा कोई न कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसे आप अपनी रूह की गहराई से फिर से देखना चाहते हैं, भले ही वो मुलाकात सिर्फ एक पल के लिए ही क्यों न हो। यहाँ तक कि स्काईलाइन एंटरटेनमेंट के अंदर भी कंपटीशन देख रहे लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आखिर ऐसा कौन था जिसका कोई ऐसा अपना न हो जिसे वो देखना चाहता था पर देख नहीं सकता था। भले ही जेम्स रिवर्स उनका राइवल था, पर लुगा को ये मानना पड़ा कि ये आदमी वाकई इंसानी दिल को समझता है। वो बस बहुत ज्यादा टैलेंटेड था। कम से कम सॉन्ग राइटिंग के मामले में तो जेम्स रिवर्स एक ऐसे मॉन्स्टर की तरह था जिसकी कोई कमजोरी ही नहीं थी। स्काईलाइन के कुछ बोर्ड मेंबर्स हताशा में आहें भरने लगे। वे अब पूरी तरह से खो चुके थे। वे भला मुकाबला कैसे करते? वे इस चीज से बिल्कुल नहीं लड़ सकते थे। वे उनके लेवल के थे ही नहीं। उन्हें तो बस जमीन पर पटक कर कुचला जा रहा था। उन्होंने लुगाओं की तरफ देखा, जिनकी आंखें अभी भी बंद थीं। कोई नहीं जानता था कि कंपनी का हेड इस वक्त क्या सोच रहा है। स्टेज पर सिर्फ हल्का मेकअप किए हुए वॉन्ग शिंग यी ने माइक्रोफोन पकड़ा हुआ था। वो बगल में रहने वाली किसी लड़की, गर्ल नेक्स्ट डोर की तरह लग रही थी, जिससे एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। वो उसी जाने पहचाने हाई स्टूल पर बैठी थी और ऑडियंस की तरफ देखते हुए शांति से गा रही थी। वू पाइलिंग ने गिटार के तारों को तेजी से छेड़ा। गाना धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ा और उन दोनों लड़कियों की आंखें और भी चमकने लगीं और इमोशनल हो गईं। उन्हें आखिरकार वो जगह मिल गई थी जहां से वे ताल्लुक रखती थीं। लिली एंटरटेनमेंट एक शानदार और बड़ा परिवार था। गाना रुक गया। वॉन्ग शिनी ने माइक उठाया और वू पाइलिंग ने अपना गिटार। उन दोनों ने वेन्यू में मौजूद शांत ऑडियंस के सामने सिर झुकाया। फिर वे मुस्कुराते हुए मुड़ी और अपनी टीम की तरफ चल दी, जब तक कि सिर्फ उनकी पीठ दिखाई देना बंद नहीं हो गई। ऑडियंस आखिरकार गाने के माहौल से बाहर आई। तालियों की गड़गड़ाहट और चीखें गूंज उठीं। ये लड़कियां छिपे हुए खजाने की तरह हैं। वाकई एक सपना। मुझे पता था फोक म्यूजिक गाने वाली लड़कियां हमेशा इतनी प्योर और खूबसूरत होती हैं। ऐसा नहीं है कि फोक म्यूजिक खत्म हो गया है। बात बस ये है कि अच्छी चीजें अभी सामने आई हैं। ऑनलाइन किसी ने ये कमेंट किया और अनगिनत लोग इस बात से सहमत हुए कि फोक म्यूजिक मरा नहीं था। बस बात ये थी कि अब कोई इसे दिल से नहीं लिख रहा था। अब यह गाना आखिरकार आ गया था। जल्द ही मैच के रिजल्ट्स जारी कर दिए गए। स्काईलाइन एंटरटेनमेंट के बोर्ड मेंबर्स ने ऑनलाइन वोट काउंट को देखा। उनमें से किसी ने भी कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। जब हारना एक आदत बन जाती है तो उसे स्वीकार करना आसान हो जाता है। उनकी मौजूदा स्थिति में अगर स्काईलाइन एंटरटेनमेंट वाकई जीत जाता तो उन्हें सच में हैरानी होती। चेयरमैन लू, क्या कंपटीशन जारी रखने का कोई मतलब है? बोर्ड मेंबर्स में से एक ने लुगाओं की तरफ देखा, जो अभी भी बंद आंखों के साथ गहरी सोच में डूबे थे और आखिरकार खुद को पूछने से नहीं रोक सका। तभी लुगाओं ने अपनी आंखें खोली और वहां मौजूद बोर्ड मेंबर्स की तरफ देखा। वो अब गुस्से में नहीं थे। उन्होंने तब बस एक कदम की चूक कर दी थी। यहाँ तक पहुंचना भी स्काईलाइन एंटरटेनमेंट की अपनी गलती थी। हम कंपटीशन क्यों नहीं करेंगे? कम से कम हमें थोड़ी गरिमा के साथ मरना चाहिए। क्या किंग शिहुआ ग्रैंड सेंचुरी एंटरटेनमेंट से अभी तक स्टेज पर नहीं आए? खैर, उनकी परफॉर्मेंस के बाद देखते हैं। जहां तक उसके बाद के मैचों की बात है, मेरे पास अपनी खुद की प्लानिंग है, लुगाओं ने शांति से कहा। टेबल के चारों ओर बैठे बोर्ड मेंबर्स ने एक दूसरे की ओर देखा, इस बात को किनारे रखते हुए कि मुआय पहले ही फेल हो चुका था। चिहुआहुआ भी निश्चित रूप से एक खतरनाक स्थिति में था। अगर किंग चिहुआहुआ एक मैच जीत भी जाता तो उससे क्या फर्क पड़ता? जब तक जेम्स रिवर्स का टैलेंट बना हुआ है, फाइनल पॉइंट्स तो आखिरकार लिली एंटरटेनमेंट के ही होंगे। कोई भी बाहर वाला इसे देख सकता था। लिली एंटरटेनमेंट ने बुनियादी तौर पर नई बिग 3 में अपनी जगह पक्की कर ली थी। बाकी सब तो बस समय की बात थी। लेकिन चूंकि लुगाओं ने अपना फैसला ले लिया था, बोर्ड मेंबर्स ने आगे कुछ नहीं पूछा। आखिरकार उसने ही इस कंपनी को जमीन से उठाकर खड़ा किया था। किसी को उसकी काबिलियत पर शक नहीं था। वेन्यू के बाकी 2 स्टेजों पर ग्रैंड सेंचुरी एंटरटेनमेंट का स्कोर 4 तक पहुंच गया था। इसके अलावा बाकी पॉइंट्स अन्य एंटरटेनमेंट कंपनियों के पास थे। कुल मिलाकर ग्रैंड सेंचुरी एंटरटेनमेंट अभी भी मजबूत स्थिति में थी। इस बीच ओशन ब्लू एंटरटेनमेंट का स्कोर 6 तक पहुंच गया था। वे भी अपने ज्यादातर मैच जीत रहे थे और ग्रैंड सेंचुरी से भी बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। मौजूदा स्थिति बिल्कुल साफ थी। अगर कुछ अनपेक्षित नहीं हुआ तो स्काईलाइन एंटरटेनमेंट को बाहर कर दिया जाएगा। नई बिग 3 ओशन ब्लू एंटरटेनमेंट, ग्रैंड सेंचुरी एंटरटेनमेंट और लिली एंटरटेनमेंट होंगी। कंपटीशन वापस उस स्टेज पर आया जिस पर लिली एंटरटेनमेंट का कब्जा था। इस बार एक जाना पहचाना चेहरा स्टेज पर आया। ग्रैंड सेंचुरी एंटरटेनमेंट से शिया फेब्रुअरी। ये वही कंटेस्टेंट था जिसे न्यू सॉन्ग फेस्टिवल के दौरान सरीना ने बुरी तरह हराया था। वो एक ऐसा कंटेस्टेंट था जिसे जजों से केवल एक दया वाला वोट मिला था।
अब वो एक बार फिर इस स्टेज पर खड़ा था। भले ही उसे यकीन नहीं था कि उसका अपोनेंट सेरेना है, लेकिन वो एक बात पक्के तौर पर जानता था, इस राउंड में भी जेम्स रिवर्स द्वारा लिखा गया गाना ही होगा। शियाओ फेबी को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। उसे याद था जब वो मियोवा एनी और सेरेना एक ही लेवल पर मुकाबला कर सकते थे, लेकिन कितना समय बीता था कि वे दोनों पहले ही ऐसे सितारे बन चुके थे जो उसकी पहुंच से बाहर थे। चाहे वो शोहरत हो, पॉपुलैरिटी हो या उनके गाए हुए गाने, वो किसी भी चीज में उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था, और इस सब के लिए जिम्मेदार वो एक इंसान था। असल में शियाओ फेबाई और माओ अन्यून के हमेशा से अच्छे रिश्ते रहे थे। वो उसे इस तरह सफल होते देख खुश था, लेकिन फिर भी उसे एक गहरा अफसोस महसूस हो रहा था। आखिरकार वो अभी भी आने वाले समय के लिए ग्रैंड सेंचुरी एंटरटेनमेंट के दलदल में फंसा हुआ था। म्यूजिक बजने लगा। शाह फेबी ने जल्दी से अपनी मानसिकता बदली। चाहे कुछ भी हो, म्यूजिक के लिए उसका प्यार नहीं बदला था। म्यूजिक की दुनिया में उसे अपना बेस्ट देना था। जब गाना खत्म हुआ तो वेन्यू में मौजूद फैंस ने उसे तालियों के साथ गर्मजोशी दी। कंपटीशन का ये राउंड कोई मजाक नहीं था। सिंगर्स सभी टॉप टियर के थे। ऑडियंस ने वाकई इसकी सराहना की। शियाई ने सराहना में सिर झुकाया, एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे स्टेज से नीचे उतर गया। जैसे ही वो बैकस्टेज के एंट्रेंस पर पहुंचा, सामने से आते व्यक्ति को देखकर वो वहीं जम गया, जबकि वो अभी रिलैक्स होना शुरू ही हुआ था। उसके चेहरे पर एक बेबस और कड़वी मुस्कान आ गई। प्रोफेसर, आप यहाँ कैसे? मुझ जैसे इंसान के लिए ये कुछ ज्यादा ही सम्मान है। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शू शाओचुन थे। उन्होंने एक जोरदार ठहाका लगाया और शियाओ फेबी के कंधे को थपथपाया। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मिस्टर रिवर्स का ऑर्डर था, पर ऐसा इसलिए भी है क्योंकि तुमने वाकई बहुत अच्छा गाया। ये तो रूह को कुचल देने जैसा है। शियाओ फेबी ने अपना सिर हिलाया। उसकी मुस्कान और भी कड़वी हो गई। अंदर ही अंदर वो जेम्स रिवर्स को कोस रहा था। इसे कहते हैं मच्छर मारने के लिए तोप का इस्तेमाल करना। शू शाओचुन पहले से ही ज्यादातर ए लिस्ट सिंगर्स से कहीं ज्यादा फेमस थे। भले ही वे पिछले कुछ सालों से लाइमलाइट में ज्यादा नहीं रहे थे, लेकिन उनके पुराने हिट्स आज भी हर जगह थे। अब ऊपर से जेम्स रिवर्स का गाना शियाओ फेबी समझ नहीं पा रहा था कि इसे कैसे डिस्क्राइब करे। ये पूरी तरह से ओवरकिल था। शियाओ चेन अपना माइक्रोफोन थामे स्टेज पर कदम रख चुके थे। उम्मीद के मुताबिक पूरा वेन्यू चीखने चिल्लाने की लहरों से गूंज उठा। शियाओ फेबी ने स्टेज की तरफ चमकते हुए शियाओ चेन को मुड़कर देखा और अपना मन बना लिया। उसने अपने दांत भींचे और खुद से फुसफुसाया, भाड़ में जाए ये सब, मैं चाहे जो हो जाए, अब ये जहाज छोड़ रहा हूँ। ग्रैंड सेंचुरी एंटरटेनमेंट, मुझे माफ करो, यहाँ तो अब कुत्ता भी न रुके। शियाओ चेन की मौजूदगी ने शियाओ फेबी की हिम्मत पूरी तरह तोड़ दी थी। उसने पहले दो दीवास के बीच का मुकाबला पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसलिए उसने लिली एंटरटेनमेंट के उस भारी दबाव को महसूस नहीं किया था। लेकिन अब जब वो खुद शू शाओचुन का सामना कर रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि यह ऐसी लड़ाई है जिसे वो कभी नहीं जीत सकता। जीत की एक छोटी सी उम्मीद भी नहीं थी। इस एहसास ने उसके दिल में पहले से मौजूद शक के बीज को तुरंत जड़ पकड़ने और पनपने का मौका दे दिया। अगर वो म्यूजिक से प्यार करता है तो उसे हर हाल में ग्रैंड सेंचुरी एंटरटेनमेंट छोड़ना ही होगा। चाहे उसे भारी भरकम टर्मिनेशन फीस ही क्यों न भरनी पड़े, वो यहाँ से जाएगा। एक बार बाहर निकलने के बाद अगर लिली एंटरटेनमेंट उसे अपना ले तो बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं तो वो अपने म्यूजिक करियर को जिंदा रखने के लिए कोई भी रास्ता ढूंढेगा। हालांकि उसे यकीन था कि लिली एंटरटेनमेंट उसे जरूर चाहेगी, क्योंकि उनके विचार एक जैसे थे। सामने स्टेज पर ऑडियंस का लगातार शोर अभी भी गूंज रहा था। शियाओ फेबी ने ऊपर देखा, जहां स्क्रीन पर गाने का टाइटल आया था, एक्टर। जैसे ही बैकिंग ट्रैक शुरू हुआ, ऑडियंस धीरे धीरे शांत हो गई। शियाओ चेन ने तुरंत गाने के इमोशन को पकड़ लिया। अनोखे लिरिक्स और उनकी सिग्नेचर आवाज के कॉम्बिनेशन ने ऐसा एहसास कराया जैसे ये गाना सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया गया हो। शियाओ फेबी मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। हैरानी की बात नहीं कि ये सभी लोग लिली एंटरटेनमेंट ज्वाइन करना चाहते थे। यही जवाब था। एक सिंगर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे वाकई चमकने के लिए एक ऐसे गाने की जरूरत होती है जो खास तौर पर उसके लिए बना हो। सिंगर और गाना हमेशा एक दूसरे के पूरक होते हैं। हर फेमस सिंगर का एक ऐसा क्लासिक गाना होता है जिसे कोई दूसरा पार नहीं कर सकता, और यही लिली एंटरटेनमेंट का जादू था। जेम्स रिवर्स हमेशा उन सभी के लिए एक परफेक्ट गाना बना सकते थे। गाना एक्टर ने उन नेटिजन्स के दिलों को तुरंत चकनाचूर कर दिया जो अभी क्लाउड्स एंड स्मोक टर्न टू रेन से शांत हुए थे। वे तुरंत भावनाओं से ओतप्रोत हो गए। जिंदगी बस एक स्क्रिप्ट है और हम सब अपनी अपनी जिंदगी में बस एक्टर्स हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे लिरिक्स लिखने के काबिल होने के लिए किसी को किस दौर से गुजरना पड़ता होगा। रुको, क्या तुम कह रहे हो कि सेरेना एक एक्ट्रेस है? हाँ, बकवास बंद करो। मेरा साफ मतलब था कि पुराने श्वे आखिर किस दौर से गुजरे कि जेम्स रिवर्स ने उनके लिए ऐसा गाना लिखा। पता चला है कि पुराना ही हमेशा चोट खाता है।
असल में समय के साथ हम में से हर कोई एक एक्टर बन गया है जो अलग अलग मुखौटों के पीछे अपनी जिंदगी जी रहा है। मैं अपने ऊपर वाले बंदे को सैल्यूट करता हूँ। गाना परत दर परत बनता गया। लिरिक्स की हर लाइन दिल में गहराई तक उतर रही थी। इसने ऑडियंस के इमोशंस को रॉक बॉटम तक खींच लिया, फिर उन्हें वापस ऊपर उठाया और फिर से कुचल दिया। शियाओ चेन पूरी तरह से एक्टर में डूबे हुए थे। जेम्स रिवर्स का ये गाना वाकई सिर्फ उनके लिए बना था, ठीक वैसे ही जैसे लू रोइंग्स के लिए बाद में बना था। उन्हें गाना मिलते ही ये बात पता चल गई थी कि लिली एंटरटेनमेंट ज्वाइन करना उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। गाना अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचा। शू शाओचुन ने माइक पर अपनी पकड़ ढीली की और फिर उसे कस लिया। उनकी अनूठी आवाज एक बार फिर गूंजी। ये पूरी तरह से लेवल 1 का वाइप आउट है। बैकस्टेज शियाओ फेबी एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाता रहा। अपने डेब्यू के बाद से उसने 2 बार ऐसा महसूस किया था। एक बार सेरीना की करेज की परफॉर्मेंस और दूसरी आज शू शाओचुन का एक्टर। वो खुशकिस्मत था कि उसने दोनों बार पहले परफॉर्म किया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि अगर वे पहले जाते तो वो उनके बाद कैसे परफॉर्म करता। उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह चकनाचूर हो गया होता। आखिरकार पिछली एक्ट की बराबरी न कर पाना बेहद शर्मनाक होता है। स्टेज पर शू शाओचुन ने अपना गाना खत्म किया। उन्होंने भीड़ की तरफ हाथ हिलाया और बाहर चले गए। बैकस्टेज शियाओ फेबी ने शू शाओचुन को पास आते देखा। वो 1 सेकंड के लिए जम गया, फिर सोचा और आगे बढ़ा। प्रोफेसर शू, क्या लिली एंटरटेनमेंट अभी भी हायरिंग कर रहा है? ये सुनकर शू शाओचुन ने उन्हें एक हैरान कर देने वाली नजर दी, फिर जल्दी से एक समझदारी भरी मुस्कान दी। शायद, लेकिन तुम्हें मिस्टर रिवर्स से बात करनी होगी। मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं नौजवान। शियाओ चेन शियाओ फेबी के इरादों को भांप गए थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके कंधे को थपथपाया। इस 20 कुछ साल के बच्चे को आखिरकार समझ आ गई थी। मिस्टर रिवर्स, मैं समझ गया। थैंक यू प्रोफेसर शू। शियाओ फेबी 1 सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर उसे एहसास हुआ कि जिस मिस्टर रिवर्स का जिक्र शू शाओचुन ने किया वो जेम्स रिवर्स ही थे। जेम्स रिवर्स के बारे में उसकी धारणा अभी भी उन्हें एक युवा टैलेंटेड उभरते हुए कलाकार के रूप में देखने तक सीमित थी। अब अचानक उसे समझ आया, है ना? वो आदमी एक बिग 3 कंपनी का बॉस बनने वाला था। वो इमोशनल हुए बिना नहीं रह सका। वे एक ही उम्र के थे। अंतर इतना बड़ा कैसे हो सकता था? अगर जेम्स रिवर्स को पता होता कि वो क्या सोच रहा है तो उनके पास कहने के लिए निश्चित रूप से कुछ होता। आखिर तुम एक चलते फिरते चीट कोड से अपनी तुलना क्यों कर रहे हो? ये तो खुद मुसीबत मोल लेने वाली बात है। फेबी, तुम यहाँ सुध बुध खोकर क्यों खड़े हो? जैसे ही शियाओ फेबी अपनी सोच में डूबे हुए थे, तभी एक और आवाज उनके कानों तक पहुंची। उन्होंने ऊपर देखा और एक बार फिर वहीं जम गए। चिहुआ, अब तुम्हारी बारी है। सही कहा, मैं ये देखने आया हूँ कि नई पीढ़ी कितनी ताकतवर हो गई है, चिहुआ ने मुस्कुराहट के साथ कहा। फिर उन्होंने लिली एंटरटेनमेंट के कमरे की ओर देखा और भावनाओं के साथ आह भरी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो दिन आएगा जब मुझे जूनियर्स के खिलाफ मुकाबला करने के लिए वापस बुलाया जाएगा। सच कहूँ तो अगर मैं जीतता हूँ तो ये उम्मीद के मुताबिक होगा, लेकिन अगर मैं हार गया तो मैं मजाक का पात्र बन जाऊंगा। शिया ने कोई जवाब नहीं दिया, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वो नहीं जानते थे कि क्या कहें। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। चिहुआ आज के दौर के किंग थे। उनका टैलेंट निर्विवाद रूप से मजबूत था, लेकिन किसी वजह से उन्हें एक गहरा एहसास हो रहा था कि जेम्स रिवर्स हारेंगे नहीं। ठीक है, मैं अब चल रहा हूँ। चिहुआ ने शिया के मन के संघर्ष को भांप लिया, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वो खुद जानते थे कि जेम्स रिवर्स 1000 साल में एक बार पैदा होने वाले कुदरत के करिश्मे, फ्रीक ऑफ नेचर की तरह थे। कोई नहीं जानता था कि इस बार जेम्स रिवर्स ने अपनी आस्तीन में कौन सी चाल छिपा रखी है। जैसे ही चिहुआ स्टेज पर आए, पूरा वेन्यू चीखों से गूंज उठा। 10,000 से ज्यादा लोग उन्हें चीयर करने के लिए खड़े हो गए। ये जमीन हिला देने के लिए काफी था। दीवा मुइवे के बाद यह दूसरे हैवीवेट कंटेस्टेंट थे। इसका मतलब था कि यह मुकाबला इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। इस राउंड में चिहुआ ने साइज ऑफ साउंड नाम का एक क्लासिक कैंटोनीज गाना परफॉर्म किया। उनके अनोखे स्वर के साथ जुड़ी उस क्लासिक धुन ने तुरंत ऑडियंस में मौजूद हर किसी के कानों को जीत लिया। एक किंग आखिर किंग ही होता है, उन्हें प्यार न करना नामुमकिन था। बैकस्टेज जेम्स रिवर्स कंपटीशन देख रहे थे। जब उन्होंने चिहुआ को स्टेज पर जाते देखा तो वो मुस्कुराने लगे। आखिरकार, मैं बहुत समय से इसका इंतजार कर रहा था। जेम्स रिवर्स जानते थे कि इस राउंड के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में लिली एंटरटेनमेंट का कोई और राइवल नहीं बचेगा। चिहुआ की मौजूदगी ने हर एंटरटेनमेंट कंपनी को यह संकेत दे दिया था कि ये मैच पूरी इंडस्ट्री की भविष्य की दिशा तय करेगा। अगर पहले मुइवे की हार लिली एंटरटेनमेंट के शक्तिशाली उदय को दिखाती थी, तो इस मैच का नतीजा पदानुक्रम हायरार्की में लिली एंटरटेनमेंट की जगह पक्की कर देगा। एक क्लासिक कैंटोनीज गाना, ये आखिरी चुनौती थी जो चिहुआ जेम्स रिवर्स के सामने ला रहे थे, और ये सबसे कठिन भी थी। बिल्कुल लेटक गाने की तरह एक क्लासिक हमेशा क्लासिक रहता है, क्योंकि वो समय बीतने के बाद भी प्रासंगिक रहता है।
इसके और बाकी गानों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि दूसरे गाने बस कुछ समय का ट्रेंड होते हैं, उनमें टिके रहने वाली रूह नहीं होती। अपना गाना खत्म करने के बाद चिहुआ उस स्टेज पर खड़े थे जहां वो बहुत समय बाद आए थे। ऑडियंस की तरफ देखते हुए उन्हें धुंधली सी अपने जवानी के दिनों की झलक दिखाई दी, खासकर आज जब वो एक चैलेंजर की भूमिका निभा रहे थे। इसने उन पुरानी भावनाओं को वापस जगा दिया। समय किसी का इंतजार नहीं करता, नई पीढ़ी हमेशा पुरानी से आगे निकल जाती है, ठीक उसी गाने की तरह जो उन्होंने अभी गाया था। केवल साइज ऑफ साउंड, आवाज की आह शेष रह गई थी। नीचे मौजूद भीड़ पागल हो गई थी। वे चिल्ला चिल्लाकर चिहुआ का नाम ले रहे थे और कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। जब से मुइवे, चिहुआ और बाकी लोगों ने अपने अलग अलग करियर पर ध्यान देना शुरू किया था, ऑडियंस ने लंबे समय के बाद इस तरह के म्यूजिक का आनंद लिया था। भले ही जेम्स रिवर्स बाद में आए थे, लेकिन जो इमोशनल प्रभाव, रेजोनेंस वो लेकर आए, वो इन दिग्गजों द्वारा जगाई गई यादों, नॉस्टैल्जिया से अलग था। इंसान पुरानी यादों से जुड़ा रहने वाला जीव है। इन सितारों की मौजूदगी ने उनकी उस चाहत को पूरा कर दिया। द वॉइस ऑफ अमेरिका के इस सीजन ने उनकी सभी उम्मीदों को पार कर दिया था। म्यूजिक रुक गया। भीड़ के कान फाड़ देने वाले शोर के बीच चिहुआ अनिच्छा से स्टेज से नीचे उतरे। बैकस्टेज आते ही उन्होंने उस कमरे की ओर देखा जहां लिली एंटरटेनमेंट की टीम थी। इस बार वो खुद को एक अजीब सी उत्सुकता महसूस करने से नहीं रोक सके। चिहुआ जैसे मुकाम पर पहुंच चुके इंसान के लिए जेम्स रिवर्स भला क्या सरप्राइज देंगे। तकनीकी रूप से वो ग्रैंड सेंचुरी एंटरटेनमेंट के साथ जुड़े थे, लेकिन उनका नाम सिर्फ कागजों पर था। वो बहुत पहले ही इंडिपेंडेंट हो सकते थे। इसलिए इस मैच के लिए वो इस बात को लेकर ज्यादा उत्सुक थे कि उनका अपोनेंट कौन होगा और गाना कैसा होगा। तभी लिली एंटरटेनमेंट के कमरे का दरवाजा खुला। एक शानदार और वीरतापूर्ण आभा, हीरोइक ऑरा वाला व्यक्ति बाहर निकला। जब चिहुआ ने उन्हें देखा तो वो तुरंत जम गए। जब वो व्यक्ति उनके पास तक चलकर आया, तब जाकर आखिरकार उनकी सुध वापस आई। उन्होंने अविश्वास में वो नाम पुकारा, किंग लू। हे योंगची, तुमने बहुत अच्छा गाया। मैं वाकई इसमें अपने जवानी के दिनों की परछाई देख सकता हूँ। चिहुआ ने कभी नहीं सोचा था कि जेम्स रिवर्स इतने शातिर निकलेंगे। उन्होंने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि किंग लू वाकई लिली एंटरटेनमेंट ज्वाइन कर लेंगे। किंग लू पुरानी पीढ़ी के एक लीजेंड थे और चिहुआ के व्यक्तिगत आदर्श आइडल थे। अपने ही आदर्श के खिलाफ खड़े होकर चिहुआ पूरी तरह सुन्न पड़ गए थे। उन्होंने सोचा था कि वो जेम्स रिवर्स के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं, लेकिन पता चला कि उन्हें उनके ही आदर्श के सामने चुनौती दी जा रही है। क्या वो फिर से एक नौसिखिए रुकी की तरह महसूस नहीं कर रहे थे? उन्होंने सोचा कि जेम्स वाकई बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अपने ही आदर्श को अपना सेट क्रश करने के लिए बाहर भेजना ये वाकई अवाक कर देने वाला था। चिहुआ कुछ देर तक हकलाते रहे। आखिरकार लाल चेहरे के साथ वो किसी तरह बोल पाए, किंग लू, मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि आप होंगे। मैं तो यहाँ बुनियादी तौर पर बस आपसे सीखने आया हूँ। ऐसा मत कहो ची। अच्छे म्यूजिक की कोई सीमा नहीं होती और उसकी कोई उम्र नहीं होती। एक अच्छा गाना, बस एक अच्छा गाना होता है। तुम्हारी साइज ऑफ साउंड ने मुझे गहराई तक छू लिया। मैं इसमें रूह को महसूस कर सकता था। यह वाकई बेहतरीन था। तारीफ के लिए शुक्रिया बड़े भाई लू। मैं भी आपके गाने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। चिहुआ, जो अब आखिरकार शांत हो गए थे, किंग लू की तारीफ पाकर बेहद खुशी महसूस कर रहे थे। उनका दिल खुशी से झूम रहा था। इसके अलावा अपने आदर्श का नया गाना सुनने के लिए वो जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड थे। वो सचमुच किंग लू का म्यूजिक सुनकर ही बड़े हुए थे। ठीक है, अभी के लिए यादें ताजा करना काफी है। मैं पहले स्टेज की तरफ बढ़ता हूँ। किंग लू ने सिर हिलाया, फिर वो मुड़े और स्टेज की ओर चल दिए। चिहुआ ने किंग लू की सधी हुई चाल को देखा। वो अब और भी ज्यादा एक्साइटेड थे। एक आदर्श आखिर आदर्श ही होता है। यहाँ तक कि उनकी पीठ भी बेहद कूल लग रही थी। इस बीच लाइव स्ट्रीम चैट में जब लोगों ने देखा कि लिली एंटरटेनमेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नेटिजन्स के दिल जैसे 10 की तीव्रता वाले भूकंप का अनुभव किया हो। वे शब्दों से परे हैरान थे। जब बॉस इस तरह की चालें चल रहा हो, तो भला कोई दूसरी एंटरटेनमेंट कंपनी कैसे टिक सकती है? किंग लू का लुक, ओ माय गॉड, वो अभी भी दिलों को धड़काने वाले इंसान है। चिहुआ, तो तुम जेम्स रिवर्स हो, राइट? वेट, किंग लू, सॉरी, मुझे लगता है कि अभी मेरी आवाज कुछ ज्यादा ही तेज थी। LMAO, हर कोई जानता है कि किंग लू चिहुआ के आदर्श हैं। जेम्स रिवर्स वाकई जानते हैं कि कैसे खेलना है। बेचारे चिहुआ। बर्फ की पंखुड़ियां फड़फड़ाती हैं, उत्तरी हवा सीटी बजाती है। दुनिया सफेद चादर में लिपटी एक विशाल विस्तार है। लिली एंटरटेनमेंट के कमरे के अंदर जेम्स रिवर्स ने शांति से अपना फोन एक तरफ रख दिया, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान छिपाना नामुमकिन था। सरीना ने उन्हें उत्सुकता से देखा। तुमने अभी क्या पोस्ट किया? तुम इतने मजे में क्यों मुस्कुरा रहे हो? मुझे बस कुछ फनी याद आ गया। चलो शो देखते हैं।
जेम्स रिवर्स ने अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश की और जल्दी से टॉपिक बदल दिया। सेरेना ने जेम्स को उलझन भरी नजरों से देखा। उसे लग रहा था कि वो जरूर कोई शरारत कर रहे हैं। स्टेज पर म्यूजिक शुरू हो चुका था। किंग लू ने सहज अंदाज में रिदम को फॉलो किया और भीड़ के सामने अपनी बाहें फैला दी। नीचे खड़ी फीमेल फैंस तुरंत चीखों की एक लहर के साथ झूम उठी। फर्स्ट क्लास एक्टिंग, फर्स्ट क्लास सिंगिंग, फर्स्ट क्लास कैरेक्टर। उनका लुक और आभा फर्स्ट क्लास से भी ऊपर थी। वो किंग लू थे। भले ही अब उनकी उम्र हो गई थी, लेकिन इसने उनके फैंस के दिलों में उनकी इमेज को बिल्कुल भी कम नहीं किया था। इसके बजाय इसने उन्हें एक और भी ज्यादा मैच्योर चार्म दिया था। उनके पीछे लगी विशाल स्क्रीन पर गाने का टाइटल आया, ऑब्सेस्ड इन सीक्रेट। ये एक और कैंटोनीज गाना था। वही भाषा, क्लासिक क्वालिटी का वही लेवल। एक पुराना राजा एक नए राजा के खिलाफ, आदर्श अपने ही फैन के खिलाफ। यह क्लासिक्स के बीच भी एक क्लासिक मुकाबला था। जैसे ही किंग लू की अनूठी, सौम्य और गहरी आवाज गूंजी, हर किसी का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। एक जाना पहचाना एहसास, एक जाना पहचाना फॉर्मूला। जो चीजें बदली थीं, वे थीं उनकी उम्र और ये नया गाना। गाने ने हर किसी को तुरंत मंत्रमुग्ध कर दिया। इसने अनगिनत लोगों के दिलों में यादें ताजा कर दी। उन सभी को ऐसा लगा जैसे वे अपनी जवानी के दिनों में वापस आ गए हों। गाना बहुत अच्छा है और जैसा कि उम्मीद थी, केवल किंग लू ही इसे वो खास रूह दे सकते हैं। अपनी तरह का इकलौता। कोई भी कवर वर्जन इस वाइब की बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। क्लासिक को सलाम। आज रात वाकई क्लासिक्स की रात है। सच में जेम्स रिवर्स जानते हैं कि किसे चुनना है। यहाँ कोई पक्षपात नहीं है। चाहे कोई भी ये गाना गाए, वो किंग लू के वर्जन जितना रूहानी नहीं होगा। उनकी आवाज मैग्नेटिक है। वो इतने इमोशन के साथ गाते हैं, रोमांटिक और वार्म, फिर भी उसमें उदासी का एक स्पर्श है। इसने सीधे मेरी रूह से बात की। नेटिजन्स पुरानी यादों में खो रहे थे। यहाँ तक कि बैकस्टेज खड़े चिहुआ भी स्टेज पर किंग लू को देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध थे। इस गाने को सुनते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे वापस एक सीडी प्लेयर के सामने बैठकर दिन रात अपने आदर्श को देख रहे हों। तब उन्होंने सपना देखा था कि एक दिन वे अपने आदर्श के साथ एक ही स्टेज पर खड़े होंगे। अब ऐसा लग रहा था कि वो इच्छा आखिरकार पूरी हो गई है। स्काईलाइन एंटरटेनमेंट के मीटिंग रूम में जैसे ही किंग लू को देखा, सारा सीनियर मैनेजमेंट भावहीन और पराजित हो गया। हम थक गए हैं, बस अब सब कुछ जल जाने दो। ये दुनिया इस लायक नहीं है। उन्होंने सोचा था कि किंग चिहुआ कम से कम मुकाबला तो करेंगे। किसने सोचा था कि वो एक सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे। उन्होंने फिर से लुगाव की ओर देखा। उनकी आंखों का मतलब बिल्कुल साफ था। ठीक है, हमने बहुत संघर्ष कर लिया। अब आप क्या सजेस्ट करते हैं? लुगाव भी भावहीन थे। उन्होंने सबकी नजरों को इग्नोर किया और बड़ी स्क्रीन पर उस शानदार शख्सियत को देखते रहे। वो एक और क्लासिक कैंटोनीज गाना गा रहे थे, ऑब्सेस्ड इन सीक्रेट। यह वाकई मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। मीटिंग खत्म। लुगाव की ठंडी आवाज गूंजी। वहां मौजूद बोर्ड मेंबर्स चौंक गए। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने गलत सुना है। मीटिंग खत्म? क्या वो इतनी आसानी से हार मान रहे थे? वे सब कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन ये देखकर कि लुगाव टस से मस नहीं हुए, आखिरकार वे अपने डॉक्यूमेंट समेटकर एक एक करके चले गए। लुगाव की आंखों में एक ठंडी चमक थी। ये बताना नामुमकिन था कि वो क्या सोच रहे हैं। एक पल बाद उन्होंने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। संदेश पहुंचा दो, उससे कहो कि तैयार रहे। हम बिग 3 का खिताब नहीं खो सकते। दूसरी तरफ से एक आवाज ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद लुगाव ने फोन नीचे रखा और शो देखना जारी रखा। अब वो केवल दूसरे ऑप्शन के साथ जा सकते थे। चूंकि वे लिली एंटरटेनमेंट को छू भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना था। जहां तक बात रही कि उन्होंने दूसरे बोर्ड मेंबर्स को क्यों नहीं बताया, तो वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि वे सब बेकार हैं। अगर उन्होंने जेम्स रिवर्स को तभी कुचल दिया होता जब उसने शुरुआत की थी और अपना टैलेंट दिखाया था, तो आज ये सारी समस्याएं नहीं होती। इसके अलावा दूसरे ऑप्शन के बारे में जितने कम लोग जाने उतना अच्छा है। वेन्यू पर किंग लू अभी भी गा रहे थे। पूरी ऑडियंस अब अपने पैरों पर खड़ी थी। वे अपनी पूरी ताकत से अपनी लाइट स्टिक्स लहरा रहे थे। लाइट स्टिक्स की रिदम गाने के साथ पूरी तरह मैच कर रही थी। सुनते हुए ऐसा लग रहा था जैसे किंग लू के जवानी के दिनों का कोई सीन उनके सामने आ गया हो। उनकी हर फिल्म जिसमें उन्होंने एक्टिंग की थी, हर गाना जो उन्होंने गाया था, वे सारी तस्वीरें उनके दिमाग में घूम रही थीं। वाकई एक क्लासिक आवाज। ये मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी, यादों से भरी हुई थी। जब तक किंग लू गाने के इस हिस्से तक पहुंचे, कई लोग अपना चेहरा छिपाकर रोने लगे। ये उनकी जवानी थी। उस समय म्यूजिक ऐसा ही होता था। इसने लोगों को अपनी पूरी ताकत से साथ मिलकर गाने पर मजबूर कर दिया। यही महान संगीत की पहचान है। चाहे आप खुश हों या दुखी, आप इसमें खोए बिना नहीं रह सकते। जब आप खुश होते हैं तो आप धुन सुनते हैं, जब आप दुखी होते हैं तो आप लिरिक्स सुनते हैं।
यह एक इंसान की बीती हुई कहानियों को संगीत में पिरो सकता है, जिससे वे गहराई तक प्रभावित हो जाते हैं। अभी इंटरनेट पर किंग लू और इस गाने से जुड़े टॉपिक्स पहले ही वायरल हो चुके थे। गाना अभी खत्म भी नहीं हुआ था, लेकिन ट्रेंडिंग स्पॉट्स पहले से ही लॉक हो चुके थे। जैसा कि किंग लू से उम्मीद थी, जिस पल वो अपना मुंह खोलते हैं, हर कोई ऑब्सेस्ड इन सीक्रेट हो जाता है। क्लासिक कैंटोनीज सॉन्ग किंग की वापसी। ऑब्सेस्ड इन सीक्रेट ने मुझे रुला दिया। किंग लू अपने पीक पर हैं, यहाँ तक कि मैं अपने पीक पर भी उस करिश्मे के सामने झुक जाता। जब मैं डायपर में था तब पहली बार किंग को देखा था। अब किंग को फिर से देख रहा हूँ जब मुझे प्रोस्टेट की समस्या है। राजा अभी भी राजा है, लेकिन मैं अब वो इंसान नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। स्टेज पर गाना खत्म हो चुका था। इस पल सिर्फ ऑडियंस की आंखें ही नम नहीं थीं, यहाँ तक कि खुद किंग लू की आंखों में भी आंसू छलक आए थे। राजा बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसका दिल नहीं। आज ऑब्सेस्ड इन सीक्रेट गाते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने सालों पहले वाला अपना जुनूनी वर्जन वापस पा लिया है। हालांकि बहुत से लोगों ने बहुत पहले ही कह दिया था कि किंग एल्यू को कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ स्टेज पर खड़े होने से ही लोग एक्साइटेड हो जाएंगे। लेकिन उनके कैरेक्टर को कौन नहीं जानता। वो कभी भी खुद को बिना किसी नए काम के स्टेज पर खड़ा होने की इजाजत नहीं देते। सिर्फ अपनी पुरानी साख के भरोसे बैठना उन्हें मंजूर नहीं था। इस गाने ऑब्सेस्ड इन सीक्रेट ने वाकई सालों पहले वाली उनकी चमक को दोबारा हासिल कर लिया था। किंग ल्यू के स्टेज छोड़ने के बाद भी ऑडियंस और स्ट्रीम देख रहे नेटिजन्स के दिल लंबे समय तक झूमते रहे। उनकी शख्सियत स्टेज से गायब हो चुकी थी, लेकिन ऑडियंस के दिलों में वो हमेशा रहेंगे। द वॉइस ऑफ अमेरिका का चौथा एपिसोड किंग ल्यू के एग्जिट के साथ समाप्त हुआ, और इस एपिसोड के अंत के साथ ही ये संकेत मिल गया कि म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक नए युग की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले विभिन्न मीडिया आउटलेट्स ने तुरंत रिएक्ट किया। जैसे ही कंपटीशन खत्म हुआ, किंग ल्यू की जीत के बाद खबरों की बाढ़ आ गई। लिली एंटरटेनमेंट स्टेज रैंकिंग में नंबर 1 पर। इसमें कोई शक नहीं, एक नया बिग 3 उभर कर सामने आया है। सिर्फ कुछ महीनों में एक अनजान शख्स से बिग 3 दिग्गज के सीईओ तक जेम्स रिवर्स का उदय। एंटरटेनमेंट शॉक, स्काईलाइन खत्म, लिली ने ली बढ़त। जेम्स रिवर्स अल्टीमेट विनर हैं। मीडिया के शोर के अलावा कुछ एंटरटेनमेंट कंपनियों ने यहाँ तक कि अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसियों को बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने ये तक संदेश फैला दिया कि उनकी कंपनी की सभी शर्तें अब लिली एंटरटेनमेंट की राह पर चलेंगी। इन बयानों को देने के अलावा उन्होंने लिली एंटरटेनमेंट को बधाई देने के लिए प्रोएक्टिव होकर ट्विटर पर पोस्ट किया। वे बहुत कुछ नहीं चाह रहे थे, बस उनकी गुड बुक्स में आने की उम्मीद कर रहे थे। हर कोई जानता था कि जेम्स रिवर्स खजाने की खान है। उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना निश्चित रूप से सही कदम था। बेशक कुछ कंपनियां अभी भी रुको और देखो की स्थिति में थीं। उनका मानना था कि एक भूखा ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। स्काईलाइन एंटरटेनमेंट अपनी सबसे बुरी स्थिति में भी अभी भी एक विशाल कंपनी थी, जिसने सालों तक बिग 3 का खिताब अपने पास रखा था। एंटरटेनमेंट की दुनिया में फिर से उथल पुथल मच गई, लेकिन इस बार जेम्स रिवर्स को किसी बाहरी सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। उनके पास अब दूसरे बिग 3 दिग्गजों के साथ सीधे मुकाबला करने की काबिलियत थी। इस एपिसोड के प्रभाव के कारण लिली एंटरटेनमेंट फिर से बहुत बिजी हो गई। सौभाग्य से फीलिक्स शॉ ड्यूटी पर आ गए। अगली ही सुबह वो जेम्स रिवर्स के पर्सनल असिस्टेंट, पार्ट टाइम बॉडीगार्ड और ड्राइवर बन गए। इससे जेम्स के लिए चीजें काफी आसान हो गईं। फीलिक्स का काम का प्रदर्शन बेमिसाल था। अपने पहले ही दिन उन्होंने कंपनी के ज्यादातर बिजनेस को व्यवस्थित कर दिया था। एक बार ऑर्गेनाइजेशन हो जाने के बाद हर मामले को संभालना उनके लिए बहुत आसान लग रहा था। जेम्स रिवर्स को किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें वाकई कोई बार्गेन मिल गया हो। इस बीच लिली एनिमेशन से भी अच्छी खबर आई। द आउटकास्ट आखिरकार बनकर तैयार हो गया था और किसी भी समय रिलीज के लिए तैयार था। जब जेम्स रिवर्स कंपनी पहुंचे तो उन्हें लिली एनिमेशन के ऑफिस से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। खासकर चेन फोंग की आवाज तो मेन गेट तक आ रही थी। भाइयों, मेरे लिए कोई लकी दिन चुन लो। लिली एनिमेशन का पहला प्रोडक्शन अपना डेब्यू करने वाला है। फोंग, बधाई हो। जल्दी से मुझे दिखाओ कि ये कैसा बना है। जेम्स रिवर्स ने लिली एनिमेशन के ऑफिस का दरवाजा खोला। उन्होंने चेन फोंग की ओर देखा, जो अभी भी एक्साइटमेंट में झूम रहे थे। तुम्हें भी बधाई जेम्स, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। इस फाइनल प्रोडक्ट को देखो और बताओ कि क्या ये वैसा ही है जैसा तुम्हारे दिमाग में था। जैसे ही चेन फोंग ने जेम्स रिवर्स को देखा, उन्होंने तुरंत उन्हें कंप्यूटर के पास खींच लिया। भले ही चेन फोंग को अपनी टीम की टेक्निकल स्किल्स पर पूरा भरोसा था, लेकिन वे फिर भी चाहते थे कि जिसने स्क्रिप्ट लिखी है वो इसे एक बार देख ले। आखिर इस कहानी को सबसे बेहतर वही महसूस कर सकता था। जैसे ही चेन फोंग ने दी आउटकास्ट नाम की वीडियो फाइल पर क्लिक किया, जेम्स रिवर्स करीब झुक गए और स्क्रीन को गौर से देखने लगे। इस पल क्विन, सिमोन और बाकी सभी लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। उनके चेहरों पर काफी तनाव था।
इतनी लंबी मेहनत के बाद वे इस बात से डरे हुए थे कि कहीं जेम्स रिवर्स उनकी इस क्रिएशन से नाखुश न हो जाएं। स्क्रीन पर द आउटकास्ट की कहानी धीरे धीरे खुलने लगी। इसकी शुरुआत घनी रात के सन्नाटे से हुई। एक शराबी आदमी पहाड़ी जंगल से गुजरते हुए खुद से बड़बड़ा रहा था और पहाड़ों में पक्षियों और जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। माहौल वाकई काफी बेचैन करने वाला था। जेम्स रिवर्स थोड़े हैरान हुए और देखना जारी रखा। फिर एक कब्रिस्तान में एक रहस्यमयी साया कब्र खोद रहा था। मिट्टी पे फावड़े के टकराने की आवाज ने उस शराबी को इतना डरा दिया कि वो चिल्ला उठा, भूत! सीन बदला और ब्रैंडन दिखाई दिया। ये देखकर जेम्स रिवर्स की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। स्क्रीन पर जो ब्रैंडन था वो उनकी यादों वाले ब्रैंडन से 100% तो नहीं, लेकिन 95% से ज्यादा मैच कर रहा था। कहानी आगे बढ़ती गई। जब रूबी सामने आई तो जेम्स रिवर्स ने राहत की सांस ली। रूबी को अपनी खास क्षेत्रीय भाषा रीजनल ड्रॉल में बात करते देख जेम्स रिवर्स ने पॉज बटन दबा दिया। उन्होंने धीरे से अपना सिर घुमाया। उनके पीछे लिली एनिमेशन का हर एम्प्लॉय घबराहट में जेम्स रिवर्स को ताक रहा था। किसी की सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्हें इस हाल में देखकर जेम्स रिवर्स अचानक मुस्कुरा दिए। बेहतरीन काम है सब लोग, ये रिलीज के लिए तैयार है। उनके इतना कहते ही ऑफिस में खुशियों की लहर दौड़ गई। इस एनिमेशन को बनाने में उन्होंने महीनों का खून पसीना एक किया था। अब जब ये टेस्ट में पास हो गया था तो वे भला खुश क्यों न होते। फॉन्ग, तुमने इसके प्रमोशन और रिलीज का क्या प्लान बनाया है? जेम्स रिवर्स ने मुस्कुराहट के साथ पूछा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने मौजूद ये लोग वाकई ऐसा एनिमेशन बना लेंगे जिसकी डिटेल्स उनकी यादों वाले ओरिजिनल दी आउटकास्ट से जरा भी कम नहीं थीं। जेम्स, तुम्हें क्या लगता है? मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। विल और उसकी टीम का प्रोजेक्ट दिसंबर की शुरुआत में प्रमोशन शुरू करने वाला है। हम भी अपना प्रमोशन उसी दिन रखेंगे। जब वे रिलीज करेंगे तभी हम भी रिलीज करेंगे। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि ऐसा करने से हम उनके सामने दब जाएंगे? दी अबव ऑल बीइंग्स मेरी ही क्रिएशन थी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उसकी स्क्रिप्ट रग रग से नहीं पता? और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वे हमसे बेहतर कुछ बना पाएंगे। मुझे अब पूरा कॉन्फिडेंस है कि दी आउटकास्ट उन्हें कुचल देगा। चेन फॉन्ग जोर से हंसे। उनका वो घमंडी चेहरा देखकर जेम्स रिवर्स का मन उन्हें एक मुक्का मारने का हुआ। लेकिन जब हम प्रमोशन शुरू करेंगे तो मुझे तुम्हें और सरीना को थोड़ी तकलीफ देनी पड़ेगी। हा हा। चेन फॉन्ग के सुर बदल गए और उन्होंने अपना सिर खुजलाते हुए ये बात जोड़ी। जेम्स रिवर्स ने उन्हें एक नजर दी। अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब पीछे क्यों हट रहे हो? तुम वाकई अजीब हो। इस बीच रिवर सिटी के ही एक दूसरे स्टूडियो में विल और रेबेका ने अपना ट्रेलर पूरा कर लिया था। हालांकि रेबेका के चेहरे पर अभी भी उदासी छाई हुई थी। कंप्यूटर पर फाइनल कट को देखते हुए वो फिर से चेन फॉन्ग के बारे में सोचने लगी। जब से उसे पता चला था कि चेन फॉन्ग एक अमीर वारिस हैं, वो पछतावे से भर गई थी। जैसे जैसे जेम्स रिवर्स की शोहरत आसमान छू रही थी, उसका पछतावा अब कड़वाहट में बदल चुका था। उसने शुरू में सोचा था कि चेन फॉन्ग का फैमिली बैकग्राउंड विल जैसा ही होगा। आखिर जब चेन फॉन्ग उसे डेट कर रहे थे तो उन्होंने कभी ऐसा दिखावा नहीं किया कि उनके पास पैसा है। वो हमेशा एक सादा जीवन जीते थे और किसी साधारण इंसान की तरह दिखते थे। ऐसे में वो विल को क्यों न चुनती, जो देखने में ज्यादा अच्छा था। ऊपर से जेम्स रिवर्स तब इतने फेमस नहीं थे जितने अब हैं, और वो घरेलू हिंसा के उस स्कैंडल में भी फंसे हुए थे। जब उसने देखा कि जेम्स रिवर्स चेन फॉन्ग के बेस्ट फ्रेंड हैं, तो उसे लगा कि वो सिर्फ चेन फॉन्ग को नीचे ही गिराएंगे। उस समय के हालातों ने उसे चेन फॉन्ग के दोस्त पर से भी सारा भरोसा उठाने पर मजबूर कर दिया था। एक गलत कदम और सब कुछ बदल गया। ये ख्याल जब भी रेबेका के दिमाग में आता, वो पछतावे से भर जाती। उसे चेन फॉन्ग से भी नफरत महसूस होती थी। एक अमीर लड़का भला किसी सच्चे आशिक की तरह नाटक क्यों करेगा? पछतावा अब बेकार था, नुकसान हो चुका था। रेबेका ने स्क्रीन पर ट्रेलर को देखा और पूछा, विल, ट्रेलर कल आ रहा है? क्या सारे विज्ञापन और सब कुछ सही जगह पर हैं? और क्या हम प्रमोशन के लिए किसी सेलिब्रिटी को ला पाए? सब तैयार है बेकी, फिक्र मत करो। ये एनिमेशन सुपरहिट होने वाला है और मैंने प्रोमो के लिए एनिमेशन की दुनिया के कुछ सबसे मशहूर इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया है, विल ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। लेकिन चेन फॉन्ग की तरफ का क्या? मत भूलो कि जेम्स रिवर्स ने तब क्या कहा था, और उनकी मौजूदा शोहरत को देखते हुए उनका प्रमोशन हमारे मुकाबले कहीं ज्यादा असरदार होगा। रेबेका के चेहरे पर अभी भी कड़वाहट थी। उसे उस दिन की जेम्स रिवर्स की वो चुभने वाली आवाज याद आ रही थी। आखिर उनके उस मुझे थोड़ा बहुत पता है कहने का क्या मतलब था? जानते हो या नहीं, उनका वो मुझे थोड़ा बहुत पता है कहना वाकई दिमाग खराब करने वाला था। रेबेका की बातें सुनकर विल को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसे अभी भी परेशान देखकर उसने उसके कमर में हाथ डाला और उसे दिलासा दिया। जेम्स रिवर्स, मैं मानता हूँ कि वो म्यूजिक के मामले में बहुत ताकतवर है, लेकिन ये एनिमेशन है। एनिमेशन की दुनिया और उसकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दो अलग चीजें हैं।
तुम भी उतनी ही अच्छी तरह जानती हो जितना मैं कि चेनफोंग ने इस कहानी पर काम करने में लगभग 2 साल बिताए हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने कम समय में जेम्स रिवर्स कोई दूसरी अच्छी स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं। आह, उम्मीद है कि तुम सही कह रहे हो। रेबेका ने इस बारे में सोचा और आखिरकार अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़ गए। ये बात लॉजिकल थी। जेम्स रिवर्स एक ऐसा इंसान था जिसने पहले कभी एनिमेशन को हाथ भी नहीं लगाया था। वो चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं था कि वो इतनी जल्दी कोई स्क्रिप्ट लिख ले और उसे पूरा भी कर ले। इसके अलावा उनका म्यूजिकल टैलेंट पहले से ही इतना जबरदस्त था। अगर वो एनिमेशन भी बना लेते तो वो इंसान ही नहीं होते। अगले दिन 1 दिसंबर सुबह 9 बजे विल द्वारा स्थापित लव एनिमेशन ने आधिकारिक तौर पर अबव ऑल बीइंग्स का ट्रेलर रिलीज किया। एक डोमेस्टिक एनिमेशन के रूप में और कई मशहूर एनिमे इन्फ्लुएंसर्स की सिफारिशों के साथ ट्रेलर ने तुरंत अनगिनत एनिमे फैंस को अपनी ओर खींचा। यह कहना पड़ेगा कि अबव ऑल बीइंग्स डोमेस्टिक एनिमेशन के ट्रेडिशनल पावर सिस्टम को फॉलो करते हुए भी अपनी हाई क्वालिटी विजुअल्स और ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग के साथ काफी प्रभावशाली था। ट्रेलर रिलीज होने के महज 2 घंटे बाद ही इस पर तारीफों के पहाड़ टूट पड़े। लव एनिमेशन स्टूडियो के अंदर हर कोई जश्न मना रहा था। ट्रेलर की सफलता ने उन्हें उम्मीद दी थी। यहाँ तक कि रेबेका, जो आमतौर पर उदास दिखती थी, अब खुशी से झूम रही थी। ट्रेलर को मिल रही इतनी तारीफों के साथ ये देखना आसान था कि एक बार पूरी सीरीज आने के बाद कंपनी पैसों में खेलेगी। बेकी, देखो, मैंने तुमसे कहा था कि ये सुपरहिट होगा। यहाँ आओ, सेलिब्रेशन के लिए मुझे एक किस दो। विल ट्रेलर के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखकर कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। उसने रेबेका को कमर से अपनी ओर खींचा और शरारत से कहा, रहने दो, सब देख रहे हैं। रेबेका ने शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। स्टूडियो के दूसरे एम्प्लॉई अवाक रह गए। उन सब के मन में एक ही बात चल रही थी, तुम इतना मासूम बनने का नाटक क्यों कर रही हो? ऐसा तो नहीं है कि तुमने ये सब पहले हमारे सामने न किया हो। शानदार मूड में होने के कारण विल को रेबेका के मना करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जबरदस्ती उसके होठों पर एक गहरा किस किया। वो सीरीज के प्रीमियर के बाद आने वाले अंतहीन मुनाफे को पहले ही देख पा रहा था। लेकिन तभी सीनियर स्टाफ मेंबर्स में से एक अचानक भागता हुआ आया। टैबलेट पकड़े हुए उसका हाथ कांप रहा था। विल, सब खत्म हो गया, जल्दी देखो, ऑनलाइन एक और डोमेस्टिक एनिमेशन आया है। ये कहते हुए उसने टैबलेट विल को थमा दिया। अभी भी घमंड में डूबे विल ने अपनी भवें सिकोड़ी। उसे उस सीनियर के व्यवहार पर थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई। ये बस एक और एनिमेशन ही तो है, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है? इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? आजकल एक भी डोमेस्टिक शो ऐसा नहीं है जो हमारा मुकाबला कर सके। विल ने टैबलेट लिया और उसे लापरवाही से देखा। मौजूदा डोमेस्टिक एनिमेशन मार्केट में वहां उसे ऐसा कुछ भी नहीं लगा जिसे वो खतरा समझे। लेकिन जैसे ही उसने उस एनिमेशन का टाइटल देखा, उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई। द आउटकास्ट, क्या ये कोई कॉपी है? उसका एनिमेशन अबव ऑल बीइंग्स के नाम से था और अब इसका नाम द आउटकास्ट था। सब खत्म हो गया था। फिर उसने टैबलेट पर प्रमोशनल वीडियो पर क्लिक किया। वुआंग का जॉर्डन ग्रैंड मास्टर को ग्रीट करता है। बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, आने वाले कल को बदला जा सकता है। ये वीडियो शुरू से ही एक धमाका था। वुआंग के जॉर्डन का ग्रैंड मास्टर को ग्रीट करने वाला सीन देखकर विल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जितना ज्यादा इसे देख रहा था उतना ही ज्यादा पैनिक होने लगा। आर्ट क्वालिटी, वॉइस एक्टिंग, कैरेक्टर डिजाइन्स और डायलॉग्स, खासकर जब उसने रूबी को देखा। उसका वो भारी लोकल एक्सेंट सुनकर विल के सामने अंधेरा छा गया। ये कैरेक्टर डिजाइन और ये आवाज वाकई बहुत अट्रैक्टिव थी। जब तक विल का ध्यान वापस आया, उसने एक और आइकॉनिक सीन देखा, ब्रैंडन का चांदनी रात में बर्ड वॉकिंग वाला इंसिडेंट। वीडियो में बेशम ब्रैंडन पागलों की तरह हंसते हुए अपनी एनर्जी को चैनल कर रहा था। उसकी हंसी सुनकर टैबलेट पकड़े हुए विल के हाथ बुरी तरह कांपने लगे। फिर टैबलेट एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। डोमेस्टिक एनिमेशन की उम्मीद, अगर अबव ऑल बीइंग सिर्फ पुराने एनिमेशन का एक मॉडिफिकेशन था, तो ये द आउटकास्ट यकीनन एक नया स्टैंडर्ड था। कौन? आखिर ये है कौन? विल यकीन न होने वाली आवाज में बुदबुदाया। उसने जल्दी से जमीन से टैबलेट उठाया और अपलोडर की प्रोफाइल पर क्लिक किया, और तभी उसकी दुनिया में पूरी तरह अंधेरा छा गया। वो फर्श पर ढह गया। विल, रेबेका चिल्लाई। उसे भी महसूस हो गया था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उसने फर्श पर बैठे विल की परवाह नहीं की और टैबलेट झपट लिया। 1 सेकंड बाद वो भी अपनी जगह जम गई। अपलोडर लिली एनिमेशन। अब तक शायद हर कोई जान चुका था कि लिली का क्या मतलब है, लेकिन रेबेका को फिर भी यकीन नहीं आ रहा था और उसने ट्विटर खोला। उसने जेम्स रिवर्स और सेरेना के अकाउंट्स चेक करना शुरू किया। फिर वो भी फर्श पर गिर पड़ी। जेम्स रिवर्स और सेरेना दोनों के अकाउंट्स पर लेटेस्ट पोस्ट एक ही था, लिली एनिमेशन की शुरुआत, द आउटकास्ट। ट्रेलर अब बाहर आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसे देखेंगे।
मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये एक ऐसा डोमेस्टिक एनिमेशन है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। डिटेल्स के लिए प्लीज द आउटकास्ट के लिंक पर क्लिक करें। मुझे थोड़ा बहुत पता है। हाँ, क्या मजाक है। रेबेका एक साथ हंस और रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है। आखिर में उसने अचानक टैबलेट उठाया और लिली एनिमेशन की कंपनी प्रोफाइल ढूंढकर उसे गौर से देखने लगी। वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉलम में चेन फोंग का नाम साफ साफ लिखा था। फोन, मुझे उसे कॉल करना होगा। रेबेका के दिमाग में अब बस यही एक ख्याल था। वो पूरी तरह पछतावे से भरी हुई थी। वो चेन फोंग के साथ फिर से पैचअप करना चाहती थी। उसे यकीन था कि अगर वो थोड़ी बेचारी और कमजोर बनकर दिखाएगी तो चेन फोंग उसके साथ सुलह करने के लिए पक्का मान जाएगा। आखिरकार उनके साथ बिताए 1.5 साल के दौरान उसने उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था। तुम क्या कर रही हो? पास बैठे विल ने रेबेका को ऐसी हरकतें करते देखा और उसके हाथ से फोन छीन लिया। उसने खून से सनी आंखों से उससे सवाल किया, दफा हो जाओ, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम वही हो जिसने सब बर्बाद कर दिया। अगर तुम नहीं होते तो मैं आज भी चेन फोंग के साथ होती। ये कहते ही रेबेका फोन के लिए ऐसे झपटी जैसे उस पर कोई भूत सवार हो। वो दोनों वहीं ऑफिस में एक दूसरे से हाथापाई करने लगे। उसी वक्त इंटरनेट पर एक और लहर उठ रही थी। ये सिर्फ एनिमेशन की दुनिया नहीं थी। यहाँ तक कि जो लोग आमतौर पर एनिमेशन नहीं देखते थे उन्हें भी पता चल गया था कि एक नया डोमेस्टिक प्रोडक्शन रिलीज होने वाला है। नाम था द आउटकास्ट। ये सिर्फ जेम्स रिवर्स और सेरेना के प्रमोशन की वजह से नहीं था। यहाँ तक कि किंगलू, शिरशाओ चेन और बाकी लोगों ने भी ठीक उसी समय ट्विटर पर पोस्ट किया था। हर कोई एनिमेशन द आउटकास्ट को रेकमेंड कर रहा था। ट्रेलर पर व्यूज पहले ही 100 मिलियन पार कर चुके थे। लाखों रीट्वीट और करोड़ों कमेंट्स थे। इसने हर ऐप पर टॉप ट्रेंडिंग स्पॉट्स पर कब्जा कर लिया था। ऐसा डेटा पहले कभी किसी एनिमेशन ने हासिल नहीं किया था। अनगिनत फेमस एनिमेशन इन्फ्लुएंसर्स ने इस चर्चा को फैलाने के लिए खुद से प्रमोशनल वीडियो बनाए। आखिर ये पूरी तरह से ट्रैफिक का मामला था। इतने बड़े हाइप का फायदा उठाने का मौका कोई नहीं छोड़ना चाहता था। चेस 10 मिलियन फॉलोअर्स वाला एक जाना माना एनिमेशन इन्फ्लुएंसर था। वो एनिमेशन को लेकर वाकई बहुत पैशनेट था। शुरू में जब उसने जेम्स रिवर्स और बाकी लोगों द्वारा द आउटकास्ट का प्रमोशन देखा तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे लगा कि फैन सर्कल कल्चर एनिमेशन की दुनिया को गंदा कर रहा है। वो इस गंदगी के खिलाफ इंडस्ट्री को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था और इसीलिए उसने खुद देखने के लिए द आउटकास्ट के ट्रेलर पर क्लिक किया। वो इसमें कमियां निकालना चाहता था। वो इस एनिमेशन में गलतियां ढूंढकर जेम्स रिवर्स और उसकी टीम की धज्जियां उड़ाना चाहता था। हालांकि एक बार जब उसने पूरा ट्रेलर देख लिया तो वो पूरी तरह दंग रह गया। काफी देर तक सुन रहने के बाद उसने मुश्किल से थूक निगला। आखिर में उसने ट्विटर पर पोस्ट किया और ट्रेलर का लिंक अटैच किया। शुरू में जब मैंने इतने सारे सेलिब्रिटीज को द आउटकास्ट को प्रमोट करते देखा तो मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था। मुझे लगा कि ये हमारी एनिमेशन इंडस्ट्री पर एक धब्बा है। मैं असल में जेम्स रिवर्स को काफी पसंद करता हूँ और मुझे उसके गाने सुनना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि वो एक अच्छा एनिमेशन बना सकता है, खासकर एक डोमेस्टिक एनिमेशन। इंडस्ट्री पिछले कुछ समय से काफी मुश्किलों से गुजर रही है। डोमेस्टिक एनिमेशन की हालत बहुत दर्दनाक है। लेकिन पूरा ट्रेलर देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। मैं बस जेम्स रिवर्स से माफी मांगना चाहता हूँ और फिर मैं कहना चाहता हूँ कि ये वाकई कमाल है। ये यकीनन इस वक्त डोमेस्टिक एनिमेशन की उम्मीद है। मैं पूरी गंभीरता के साथ सबको ये एनिमेशन रेकमेंड करता हूँ। देखते रहिए और आपको एक सरप्राइज मिलेगा। चेस ने एक ही सांस में पोस्ट खत्म किया और फिर एक लंबी आह भरी। वो अब एपिसोड्स के ऑफिशियल रिलीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। इसके अलावा एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसने कभी सेलिब्रिटीज को फॉलो नहीं किया था, उसने पहली बार 2 लोगों को फॉलो किया, एक जेम्स रिवर्स और दूसरी सेरेना। हाइप बढ़ती जा रही थी और द आउटकास्ट का ट्रेलर पूरी तरह से वायरल हो गया। इसने सिर्फ एनिमेशन की दुनिया में ही हलचल नहीं मचाई, बल्कि वो लोग भी जो एनिमेशन कम देखते थे वो भी इस डोमेस्टिक प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रहे थे। इसकी वजह और कुछ नहीं बल्कि ये थी कि इसे लिली एनिमेशन ने बनाया था और स्क्रिप्ट जेम्स रिवर्स ने लिखी थी। ऑनलाइन चर्चाएं एकदम धमाका कर रही थीं। एनिमेशन वर्ल्ड से लेकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक हर कोई बस इसी एनिमेशन की बात कर रहा था। जब मैंने जेम्स रिवर्स का रिकमेंडेशन देखा तो मुझे लगा कि ये म्यूजिक छोड़कर फिर किसी और काम में हाथ मार रहा है, लेकिन जब इतने सारे सेलिब्रिटीज को सपोर्ट करते देखा तो जिज्ञासा में मैंने इसे क्लिक किया और अब मुझे सच का एहसास हो गया है। मैं तो पागल हो रहा हूँ। ये किस लेवल का एनिमेशन है। चांदनी रात में बर्ड वॉकिंग वाला सीन बहुत ही स्मूथ था। हाँ, मुझे रूबी का कैरेक्टर बहुत पसंद आया, खासकर वो असली लोकल एक्सेंट। हाँ, यू इडियट कहना एकदम परफेक्ट था। जेम्स रिवर्स गाने लिखने में तो माहिर है ही, अब वो स्क्रिप्ट भी लिख रहा है और वो भी इतनी बेहतरीन। वो इंसान है ही नहीं।
भले ही मैं ज्यादा एनीमे नहीं देखता, लेकिन मैं द आउटकास्ट के लिए सच में एक्साइटेड हूँ। मुझे ग्रैंड मास्टर बहुत पसंद है, वो बहुत कूल है। मुझे लगता है कि वो पक्का फाइनल बॉस है। ट्रेलर के कैरेक्टर डिजाइन और कहानी ने नेटिजन्स का दिल जीत लिया था। वो सब बेसब्री से फुल एपिसोड्स का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच लव एनिमेशन का अबव ऑल बीइंग्स एक कोने में कहीं खो गया था। शायद शुरुआत के 2 घंटों में कुछ लोगों ने उसे देखा हो, लेकिन अब व्यूज लगभग 0 हो गए थे। ऐसा नहीं था कि वो बुरा था, बस द आउटकास्ट इतना शानदार था कि उसके सामने सब फीका पड़ गया। तुलना खुशी छीन लेती है। इस वक्त विल, जिसकी अभी रेबेका से लड़ाई हुई थी, जीने की सारी उम्मीद खो चुका था। उसे अबव ऑल बीइंग्स का अंजाम साफ दिख रहा था। वो इस प्रोजेक्ट में पूरी तरह बर्बाद होने वाला था। वो इस नतीजे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसे बनाने के लिए उसने अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगा दी थी। उसने हर मुमकिन इन्वेस्टर को ढूंढा था, हर जगह से उधार लिया था और ज्यादातर कर्ज उसके खुद के नाम पर था। अभी के हालात ये थे कि कई एम्प्लॉयज अपना सामान पैक करके जा चुके थे। रेबेका ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे और उसे ब्लॉक कर दिया था। इस वक्त उसके पास एक खाली ऑफिस और कर्ज के पहाड़ के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसकी हालत चेन फोंग की पुरानी हालत से 100 गुना ज्यादा खराब थी। लिली एनिमेशन के अंदर सब ट्रेलर की कामयाबी का जश्न मना रहे थे। तभी चेन फोंग को एक फोन आया। उसने कॉलर आईडी देखी और उसके चेहरे पर शिकन आ गई। उसने तुरंत फोन नहीं उठाया। काफी देर हिचकिचाने के बाद उसने खामोशी से फोन काट दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया। जब उसने नजरें उठाई तो सामने सबके चेहरों पर खुशी देखी और वो भी मुस्कुरा दिया। एक तरफ खड़े जेम्स रिवर्स ने ये सब देखा और एक हल्की मुस्कान दी। फिर वो पास आया और चेन फोंग का कंधा थपथपाया। फोन नहीं उठा रहे? अब जब तुम कामयाब हो गए हो तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि फोन उठाकर उसकी बातें सुनी जाएं? तो तुम्हारे लिए मैं बस इतना ही हूँ, एक छोटा इंसान जो पुरानी बातों को पकड़कर बैठा है ना? चेन फोंग ने उसे चिढ़कर देखा। जेम्स रिवर्स और भी जोर से हंसा। उसने चेन फोंग का कंधा दोबारा थपथपाया। चेन फोंग ने आखिरकार एक लंबी सांस ली और अपने कंधे उचकाए। कामयाब होने से पहले मैं अक्सर सोचता था कि अगर मैं कभी सफल हुआ तो मैं उसके सामने बड़े गर्व से खड़ा होकर साबित करूंगा कि उसका फैसला कितना गलत था। लेकिन अब जब मैं सच में कामयाब हो गया हूँ तो मुझे एहसास हुआ कि ये सब अब पास्ट है। खासकर जब मैं यहाँ सबके साथ कड़ी मेहनत कर रहा था, तब मुझे समझ आया कि हमारे साथ आने की वजह हमारे दिल का वो सपना था, और उस सपने पर उसके जैसे इंसान की वजह से कोई दाग नहीं लगना चाहिए। बीती बातें बीत गईं, हमें आगे देखना चाहिए। ये तो बहुत गहरी बात कह दी। बुरा नहीं है, यही वो चेन फोंग है जिसे मैं जानता हूँ। तुम्हारे लिए तालियां। जेम्स रिवर्स मुस्कुरा रहा था, लेकिन उस मुस्कान में अब सुकून था। सच तो ये है कि वो पहले फिक्रमंद था। उसे डर था कि कहीं कामयाब होने के बाद चेन फोंग वापस रेबेका के पास न चला जाए। उसे डर था कि वो फिर से मीठी बातों में न आ जाए और वही पुरानी गलतियां न दोहराए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि चेन फोंग बाहर से बेपरवाह दिखता था, पर वो अंदर से बहुत समझदार और सुलझा हुआ था। उसे बखूबी पता था कि क्या सही है। अगले दिन जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी वो ये था कि रेबेका उनके दरवाजे पर आ खड़ी हुई। हालांकि सिक्योरिटी ने उसे रोक दिया था, पर वो वहां से गई नहीं। वो कंपनी के बाहर इंतजार करती रही। आखिर में चेन फोंग और जेम्स रिवर्स को उससे मिलने बाहर आना पड़ा। एक बार फिर वो तीनों मिले, बस इस बार विल गायब था। रेबेका के चेहरे पर अब भी उस हाथापाई के निशान थे। उसने वैसी ही ड्रेस पहनी थी जैसी वो पहले पहना करती थी। जब उसने चेन फोंग को देखा तो उसने अपना वो पुराना बेचारी वाला चेहरा बनाया, जिसे देखकर जेम्स रिवर्स को लगा कि ये वाकई एक बर्बादी है। उसे तो एक्ट्रेस होना चाहिए था। चेन फोंग, मेरा और विल का ब्रेकअप हो गया है। रेबेका ने आगे बढ़कर चेन फोंग का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हट गया। फिर वो उसकी तरफ बेचारगी से देखकर बोली, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? उससे मेरा क्या लेना देना? चेन फोंग ने उस औरत को देखा। हालांकि उसके दिल में एक हल्की सी हलचल हुई, फिर भी उसने माथे पर शिकन लाते हुए कहा, चेन फोंग, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो। तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो या चिल्ला सकते हो। अगर उससे तुम्हें अच्छा महसूस होता है तो क्या हम पहले की तरह फिर से साथ हो सकते हैं? प्लीज एक बात साफ समझ लो, मुझे अब तुमसे कोई नफरत नहीं है। हमारे बीच पहले जो कुछ भी हुआ हो, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है और आगे कभी होगा भी नहीं। अब प्लीज यहाँ से जाओ, हमारी कंपनी में तुम्हारा स्वागत नहीं है। रेबेका ने कुछ और कहने की कोशिश की, लेकिन चेन फोंग ने उसे बीच में ही टोक दिया और जाने को कह दिया। चेन फोंग, क्या तुम्हें इतना बेदर्द होना जरूरी है? जो हुआ उसे किनारे रखो। पर क्या तुम ये कह रहे हो कि तुमने कोई गलती नहीं की? अगर तुमने तब ये बात छिपाई नहीं होती कि तुम एक अमीर खानदान से हो, तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाती। तुमने मुझसे पहले झूठ बोला था। ये बातें सुनकर जेम्स रिवर्स की लगभग हंसी ही छूट गई। इनसे चेन फोंग भी हैरान रह गया। चेन फोंग की रही सही भावनाएं भी अब पूरी तरह ठंडी पड़ चुकी थीं। जो हुआ उसे किनारे रखो? क्या मजाक है?
अब मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हें यहाँ रुकना है तो रुको। लेकिन रेबेका, मैं एक बात साफ कर दूं, हमारे बीच अब कभी कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी गरिमा बची है तो प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। इतना कहकर चेन फोंग मुड़ा और जाने लगा। तभी उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। कंपनी के एंट्रेंस के दोनों तरफ तमाशबीन भीड़ जमा थी जो ये सारा ड्रामा देख रही थी। उसने तो यहाँ तक देखा कि कुछ लोग वाकई वहाँ बैठकर मूंगफली और बीज खा रहे थे। ये वाकई में अजीब था। ये देखकर कि रेबेका उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाली थी, जेम्स रिवर्स सीधे चेन फोंग के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने एक मुस्कान के साथ रेबेका की तरफ देखा। जेम्स रिवर्स का वो हैंडसम और मुस्कुराता चेहरा देखकर रेबेका के अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो गया। उसने चेन फोंग के सामने नखरे दिखाने की हिम्मत तो की थी, पर जेम्स रिवर्स के सामने उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे अब भी धुंधला सा याद था कि जेम्स रिवर्स तब भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता था, जैसे उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उसके लिए अब जेम्स रिवर्स एक सर्वशक्तिमान इंसान जैसा था। तुमने फोंग की बात साफ साफ सुन ली है, और मैं भी तुम्हें एक सलाह देता हूँ, अपने लिए मुसीबतें मत ढूंढो। साथ ही मैंने तुम दोनों से तब भी कहा था कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। किसी आदमी को सिर्फ इसलिए छोटा मत समझो क्योंकि वो गरीब है। वैसे मेरा भाई गरीब नहीं है। उम्मीद है तुम्हें मेरी बातें याद रहेंगी। अब तुम जा सकती हो। रेबेका आखिरकार चली गई। जेम्स रिवर्स की बातों से उसे यकीन था कि चेन फोंग उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन वो जेम्स रिवर्स को नहीं पढ़ पा रही थी। उसके दिमाग में बड़े लोग हमेशा एक जैसे ही होते थे। उसकी नजरों में इतने कम समय में जेम्स रिवर्स का इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर लेना एक डरावनी बात थी। अगर जेम्स रिवर्स को पता चलता कि वो क्या सोच रही है तो वो यकीनन हंस पड़ता। तो अब दूसरों की नजरों में वो भी एक बड़ा कॉर्पोरेट बिग शॉट बन गया था। 5 दिसंबर को द आउटकास्ट का ऑफिशियल प्रीमियर हुआ। इसे देश के सबसे बड़े एनिमेशन प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। प्रीमियर के दिन ही इस डोमेस्टिक एनिमेशन ने 400 मिलियन व्यूज का चौंकाने वाला आंकड़ा छू लिया। ये इतिहास में पहले दिन का सबसे ज्यादा व्यू काउंट दर्ज किया गया। इसके अलावा इसकी रेटिंग ने उसी दौरान रिलीज हुए बाकी सभी एनिमेशन को पीछे छोड़ दिया। किसी डोमेस्टिक एनिमेशन के लिए इस लेवल तक पहुंचना वाकई अविश्वसनीय था। इस एक शो की वजह से पूरी इंडस्ट्री में लिली एनिमेशन का नाम गूंज उठा। जब से द आउटकास्ट आया था, ऑनलाइन ट्रेंडिंग टॉपिक्स थमने का नाम नहीं ले रहे थे। लिली एंटरटेनमेंट और लिली एनिमेशन सबकी जुबान पर थे, खासकर जेम्स रिवर्स। लोग अब उसके बारे में बहुत उत्साह से बातें कर रहे थे। मीडिया आउटलेट्स ने तो यहाँ तक कि जेम्स रिवर्स की शोहरत के सफर पर डिटेल में आर्टिकल्स भी छाप दिए। जिन लोगों ने ये पोस्ट देखी वो सब हैरान रह गए। गुमनामी के अंधेरे से शुरू होकर उसने अपने गाने ए लाइफ टाइम विद यू के दम पर लोगों के दिलों में जगह बनाई। फिर हु यिन के साथ जस्ट बीइंग ऑर्डिनरी के कोलैबोरेशन ने उसे घर घर में मशहूर कर दिया। इसके बाद डिवोटेड हस्बैंड और घरेलू हिंसा वाली घटनाओं ने जेम्स रिवर्स को विवादों के भंवर में डाल दिया था, जब तक कि सेरेना ने आकर सब साफ नहीं किया, जिसके बाद जनता ने उसे फिर से गले लगा लिया। उसके बाद वो नहीं रुका। उसने एक के बाद एक मास्टरपीस दिए, यहाँ तक कि जब सेरेना को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा था तब हु यांग उसके गाने ए हार्ट फुल ऑफ ड्रीम्स की वजह से उसके साथ खड़ा रहा। उस वक्त तक जेम्स रिवर्स में पूरी इंडस्ट्री को चुनौती देने का आत्मविश्वास आ चुका था। फिर वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए हुई इनके साथ पार्टनरशिप हुई, जहां उसने खुद को साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कंपटीशन के कुछ राउंड्स ने उसका स्टेटस पूरी तरह पक्का कर दिया। सिर्फ 6 महीनों में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हर कोई उसे दूर से बस देखता रह गया। और अब लिली एनिमेशन की द आउटकास्ट के साथ उसने एनिमेशन की दुनिया में एक बड़ी लहर पैदा कर दी है। पूरी दुनिया उसके हाथ की मुट्ठी में है। ये वाकई हैरान करने वाला है। अनगिनत लोगों ने मीडिया का वो पोस्ट पढ़ा और कमेंट सेक्शन में अपनी हैरानी जाहिर की। भाई, अगर तुमने इसे इस तरह नहीं समझाया होता तो मुझे कभी एहसास नहीं होता कि जेम्स रिवर्स इतना लीजेंडरी है। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं, मैं शुरू से उसके म्यूजिक को फॉलो कर रहा हूँ और अचानक मैं देखता हूँ कि वो शिखर पर है और मैं अब भी वही गुमनाम बच्चा हूँ। ये पागलपन है। ये सब इतनी नेचुरली हुआ। हमारा ध्यान सिर्फ जेम्स रिवर्स के म्यूजिक पर था। किसी ने उसकी पावर और तरक्की पर गौर ही नहीं किया। एक असली आइडल हमारे सामने है, वो मेरा लक्ष्य है, लेकिन ये सब हमारे सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता था। रुको, जेम्स रिवर्स ने इतना पैसा कमाया है, लेकिन मैंने उसे कभी 1 रुपया भी दान करते नहीं देखा। और ये आगे मॉरल पुलिसिंग करने वाले, उस आदमी ने अपनी काबिलियत से पैसा कमाया है। वो दान करे या ना करे, ये उसकी मर्जी है। सही कहा ना? ये उसकी मर्जी है, लेकिन वो हमारे बिना यहाँ तक नहीं पहुँचता। इंडस्ट्री के हर टैलेंटेड और इज्जतदार इंसान को देखो, वे सब चैरिटी करते हैं। जेम्स रिवर्स ही अकेला अपवाद है। खुद को हम सबके साथ मत जोड़ो भाई। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उसके पास टैलेंट नहीं है और वो सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ है। हर कोई कहता है कि सेरेना और जेम्स रिवर्स इंडस्ट्री में एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह हैं, पर मुझे लगता है कि वे भी बाकी अमीर लोगों की तरह ही हैं। वे दूसरों से अलग नहीं हैं।
कोई नहीं जानता कि ये सब किसने शुरू किया, लेकिन इंटरनेट का माहौल अचानक बदल गया। कई लोग इस बात पर बहस करने लगे कि उसे पैसा दान करना चाहिए या नहीं। लिली एंटरटेनमेंट में टीम ने भी ये कमेंट्स और टॉपिक्स देखे। लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं, उन्हें ऐसा कहने का क्या हक है। लिली एंटरटेनमेंट जो कुछ भी कमाता है उसका 30% गरीब बच्चों और उन मरीजों की मदद के लिए जाता है जो मेडिकल खर्च नहीं उठा सकते। हर 1 रुपया मिस क्लेयर के रिव्यू करने के बाद ही रिलीज किया जाता है। सेरेना, जेम्स, क्या आप लोग आकर चीजें साफ नहीं करेंगे? मिया हाथ में टैबलेट लिए सोफे पर बैठी थी और गुस्से में स्क्रीन से बात कर रही थी। मिस क्लेयर और बाकी लोगों ने भी उनकी तरफ देखा। वे सब जानते थे कि जेम्स रिवर्स जो पैसा कमाता है उसका 30% हिस्सा अलग अलग पिछड़े इलाकों में जाता है। जिस दिन लिली एंटरटेनमेंट की नींव रखी गई थी उसी दिन स्टारलाइट चैरिटी की शुरुआत भी इसी के साथ हुई थी। बस बात इतनी थी कि जेम्स रिवर्स ने कभी इसके बारे में ढिंढोरा नहीं पीटा। उसने बस खामोशी से अपना काम किया। मिया का वो फूला हुआ गुस्सा भरा चेहरा देखकर सेरेना को थोड़ी हंसी आ गई। उसने मिया के गाल खींचते हुए कहा, हमने बहुत कम समय में बहुत तरक्की कर ली है, इसलिए लोगों का जलना लाजमी है। ये सब बहुत नॉर्मल है। अगर लोग आपसे प्यार करते हैं तो आपसे नफरत करने वाले भी होंगे। अगर तुम ऐसी हर छोटी बात पर गुस्सा होने लगी तो एक दिन खुद को काम के बोझ और तनाव से मार डालोगी। लेकिन वे बहुत परेशान कर रहे हैं। मिया अब भी गुस्से में थी, यहाँ तक कि वो अपनी कमाई का 30% दान कर रही थी और अब उन्हें इस तरह घसीटा जा रहा था। ठीक है, शांत हो जाओ। कोई जानबूझकर मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसी बात पर हंगामा करना वाकई बचपना है। फिक्र मत करो, बस इसे इग्नोर करो। एक कहावत है, नेकी कर और दरिया में डाल। दिल की सुनो, चाहे रास्ता कोई भी हो। सोफे के दूसरी तरफ बैठे जेम्स रिवर्स ने भी मिया को समझाया। लोग ऑनलाइन कुछ भी कहें, जब तक उसका जमीर साफ था सब ठीक था। सफेद कभी काला नहीं हो सकता। लिली एंटरटेनमेंट का दान हमेशा अमेरिकन चैरिटी एसोसिएशन के जरिए किया गया था। हर लेन देन पारदर्शी था, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी। नेकी कर और दरिया में डाल। दिल की सुनो, चाहे रास्ता कोई भी हो। वहाँ मौजूद हर किसी ने मन ही मन इन शब्दों को दोहराया। फिर उन सबने जेम्स रिवर्स की ओर देखा और उनकी आंखों में चमक आ गई। यही जेम्स रिवर्स की शख्सियत का जादू था। इस आदमी की तहजीब तो देखो, न केवल उसके गाने लाजवाब हैं, बल्कि उसके बात करने का तरीका भी कितना सुकून देने वाला है। दूसरी तरफ इंटरनेट पर विवाद बढ़ता ही जा रहा था। जेम्स रिवर्स की खामोशी ने इस तूफान को और हवा दे दी। ये एक छोटी सी चिंगारी जैसी थी जो जंगल की आग बनने की धमकी दे रही थी। क्या चाल चली है चेयरमैन लू? बस कुछ ट्रोलर्स की मदद से हमने पानी गंदा कर दिया है। जेम्स रिवर्स पक्का इससे निपटने में थक गया होगा। लूगा के ऑफिस में ऑपरेशंस डायरेक्टर खुशी खुशी लूगा की चापलूसी कर रहा था। लूगा ने ही उसे ये सब करने का ऑर्डर दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इंटरनेट वाकई जेम्स रिवर्स के खिलाफ इस कदर खड़ा हो जाएगा। किसने कहा कि मैं इसका इस्तेमाल पलटवार करने के लिए करने वाला था? अगर जेम्स रिवर्स ऐसी छोटी सी चीज से रुक जाता तो वो जेम्स रिवर्स नहीं होता। लूगा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे अपने जूनियर की चापलूसी में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। अगर हम पलटवार नहीं कर रहे हैं तो हम ये सब कर क्यों रहे हैं? अपने बॉस को इम्प्रेस करने में नाकाम रहने पर डायरेक्टर थोड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने उलझन में पूछा, ये सिर्फ जेम्स रिवर्स का ध्यान भटकाने के लिए है ताकि उसका फोकस थोड़ा कम हो सके। उन चीजों के बारे में मत पूछो जो तुम्हारे काम की नहीं है। लूगा ने उसे एक ठंडी नजर से देखा। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ, आप देख लीजिए। डायरेक्टर ने एक अजीब सी मुस्कान दी और फौरन वहां से चला गया। कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि लूगा आखिर करना क्या चाहता है। इसमें जेम्स रिवर्स भी शामिल था। उसे पता था कि इस घटना के पीछे कोई ना कोई तो है, लेकिन उसे इसका मकसद समझ नहीं आ रहा था। उस पर कीचड़ उछालना, उसका ध्यान भटकाना ताकि वो वॉइस ऑफ अमेरिका पर फोकस न कर सके। अगर ऐसा था तो जेम्स रिवर्स बस यही कह सकता था कि ये तरीका अपनाने वाला बहुत बड़ा बेवकूफ है। ये सोचना कि ऐसी छोटी बात उसे गाने लिखने से रोक लेगी सरासर मजाक था। लेकिन इस घटना के शुरू होने के दूसरे दिन 3 लोग लिली एंटरटेनमेंट पहुंचे। ऐसे लोग जिनकी जेम्स रिवर्स को भी उम्मीद नहीं थी। जब वे तीनों पहुंचे तो जेम्स ऑफिस में नहीं था। रिसेप्शनिस्ट ली वेंजिंग ने अपने सामने खड़े उन 3 प्रभावशाली बुजुर्गों को देखा और सोचने लगी कि आखिर ये कौन हो सकते हैं। साथ ही वो फौरन उनका स्वागत करने के लिए खड़ी हो गई। नमस्ते, मैं आप तीनों की क्या मदद कर सकती हूँ? बेटा, हम जेम्स रिवर्स से मिलना चाहते हैं। क्या वो ऑफिस में है? सबसे आगे खड़े बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस बीच वे तीनों आसपास के माहौल का जायजा ले रहे थे। आप मिस्टर रिवर्स से मिलना चाहते हैं? कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए, वो अभी यहाँ नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए उनसे कांटेक्ट करती हूँ। तो फिर उन्हें बता देना कि लिन गुडोंग उनसे मिलने आए हैं। जी जरूर, आप तीनों तब तक लाउंज में बैठिए। मिया, जेम्स से कोई मिलने आया है,
जरा यहाँ आकर मेरी मदद करो। ली वेनजिंग ने जल्दी से जवाब दिया। उसे एहसास हो गया था कि ये तीनों बुजुर्ग बहुत अहम लोग हैं, इसलिए उसने फौरन मिया को उन्हें रिसीव करने के लिए बुलाया। किसी अनादर के डर से मिया भागती हुई आई और तीनों को लाउंज में ले गई। उसने उन्हें चाय पिलाई और उन तीनों ने शालीनता से उसका शुक्रिया अदा किया। फिर उनमें से एक ने दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए शिकायत की, लिन, मैंने कहा था कि हमें पहले फोन कर देना चाहिए था। ऐसे बिना बताए कौन आता है? अरे मैं तो बस उसे सरप्राइज देना चाहता था। नौजवानों को ऐसी चीजें पसंद आती हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि बच्चा इस वक्त ऑफिस में नहीं होगा। जैसे ही उसने बात खत्म की, तीसरे बुजुर्ग ने फौरन कहा, हाँ, हमारी एक टांग कब्र में है और तुम्हें अब भी ये खेल सूझ रहे हैं। वैसे छोटे जेम्स ने इस कंपनी को काफी अच्छे से मैनेज किया है, हालांकि थोड़ी छोटी है। मैंने तुम लोगों को रोज उसकी तारीफ करते सुना है, इसलिए मैं उससे जल्द से जल्द मिलना चाहता था। उम्मीद नहीं थी कि मुलाकात नहीं हो पाएगी। बुजुर्ग ने बात खत्म की और फिर मिया की तरफ देखा, जो एक तरफ बुत बनकर खड़ी थी। इतना तनाव मत लो बेटा, हम तीनों बुरे लोग नहीं हैं, है ना? हमने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है। मैं बी योंगजी हूँ, अमेरिकन चैरिटी एसोसिएशन का चेयरमैन। ये डुगू हैं, हुआयान टीवी के जनरल डायरेक्टर, और दूसरे लिन गुडोंग हैं, जो हु यिन के जनरल डायरेक्टर हैं। उन तीनों का परिचय सुनकर मिया का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। उसके दिमाग में बस यही शब्द गूंज रहे थे, अमेरिकन चैरिटी एसोसिएशन, हुआयान और हुयिन। ये सब बहुत बड़ी हस्तियां थीं, जिन्हें शायद वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी सामने से नहीं देख पाती। और आज वे तीनों एक साथ लिली एंटरटेनमेंट आए थे। मिया को कोई जवाब न देते देख बाई योंगजी ने बात जारी रखी, आजकल ऑनलाइन तुम्हारे बॉस को लेकर काफी आलोचनाएं हो रही है ना? ऐसा क्यों है कि जेम्स रिवर्स इसे लेकर जरा भी परेशान नहीं दिख रहे? जब से वे लिली एंटरटेनमेंट आए थे, इन तीनों बुजुर्गों को जो कुछ भी दिखा उससे वे काफी खुश थे। पूरा ऑफिस बिल्कुल बेअसर लग रहा था। हर कोई मुस्कुराते हुए अपना काम कर रहा था। इसने बा योंगजी को थोड़ा हैरान किया। आमतौर पर जब दूसरी कंपनियां ऐसी किसी स्थिति का सामना करती हैं, तो अपनी साख बचाने के लिए उनकी पीआर टीमें पूरी ताकत लगा देती हैं। इसके अलावा वो अच्छी तरह जानते थे कि जेम्स रिवर्स ने कितना दान दिया था। आखिरकार हर एक डोनेशन अमेरिकन चैरिटी एसोसिएशन के जरिए की गई थी और वो एक बहुत बड़ी रकम थी। आखिर ये एक कंपनी के रेवेन्यू का 30% था। कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि वो कितना होगा। बा योंगजी का सवाल सुनकर मिया आखिरकार हकीकत में वापस आई। हालांकि उसका दिमाग अब भी घूम रहा था। वो जल्दी से बोली, क्योंकि मिस्टर रिवर्स ने कहा है, नेकी कर और दरिया में डाल। दिल की सुनो, चाहे रास्ता कोई भी हो। अगर हम ऐसे नेक काम करते हैं जो करने लायक हैं, तो हमें निजी फायदे या नुकसान की चिंता नहीं होगी, और न ही हमें इस बात की फिक्र करने की जरूरत है कि दूसरे क्या कहते हैं, जब तक हमारा अपना जमीर शांत है। ये सुनकर उन तीनों बुजुर्गों की आंखें एक साथ चमक उठीं। बा योंगजी ने तो धीरे से अपने होठों के नीचे बुदबुदाया, नेकी कर और दरिया में डाल। फिर वो अचानक हंस पड़े। क्या बात कही है, नेकी कर और दरिया में डाल। मैं वाकई इस नौजवान से मिलने के लिए एक्साइटेड हो रहा हूँ। हाँ बॉस, मैंने क्या कहा था, छोटा जेम्स जरा भी परेशान नहीं होगा। यही वजह है कि मैं उस बच्चे को पसंद करता हूँ। इस बात पर मैं लिन से सहमत हूँ। भले ही मैं जेम्स रिवर्स से नहीं मिला हूँ, लेकिन उनके बारे में मेरी पहली राय यही है कि वो किसी भी हाल में शांत रहने वाले इंसान है। एक ऐसे आदमी जिनका चरित्र और व्यक्तित्व वाकई गहरा है। तभी लाउंज का दरवाजा तेजी से खुला। सबने मुड़कर देखा। ये जेम्स रिवर्स थे, जो कमरे में भागते हुए आए थे। ओल्ड मैन लिन, मैं बाहर से ही आपकी अपनी तारीफ सुन पा रहा था। मुझे अंदर आने में लगभग शर्म महसूस हो रही थी। उन तीनों बुजुर्गों को देखकर जेम्स रिवर्स एक अजीब सी हंसी हंसे और उनकी तरफ बढ़े। अपनी तारीफ अपने ही कानों से सुनना वाकई थोड़ा शर्मिंदा करने वाला था। और सबसे जरूरी बात, वे उनके असली दुनिया के महान दिग्गजों के मशहूर कोट्स थे। वो तो बस एक क्रिएटिव मिडलमैन थे। इस तरह तारीफ पाना उन्हें वाकई थोड़ा दोषी महसूस करा रहा था। हाँ, तो तुम्हारे जैसा बच्चा भी शर्माना जानता है। चलो मैं तुम्हारा परिचय करा देता हूँ। ये डुगू हैं, ये हुआयान से हैं, जिनसे तुम पिछली बार नहीं मिल पाए थे। और ये बा योंगजी हैं, जो मुख्य रूप से आज अमेरिकन चैरिटी एसोसिएशन की तरफ से तुमसे मिलने आए हैं। तीनों बुजुर्ग भी खड़े हो गए। लिनू डोंग ने मुस्कुराते हुए दोनों का परिचय कराया। मास्टर डू, मास्टर बी, मैं माफी चाहता हूँ। मुझे बुरा लग रहा है कि आपको यहाँ तक आना पड़ा। प्लीज बैठिए। इस तरह खड़े रहने से मुझे घबराहट हो रही है। जेम्स रिवर्स ने जल्दी से तीनों सज्जनों से हाथ मिलाया और उन्हें बैठने के लिए कहा। फिर वो दूसरी तरफ तमीज से बैठ गए। मिया अब भी अपनी जगह पर बुत बनी खड़ी थी। जब जेम्स रिवर्स ने उसे एक नजर देखा, तब जाकर वो बहुत ही घबराते हुए बैठी। इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी। वो अब तक जिस सबसे ताकतवर इंसान से मिली थी, वो जेम्स रिवर्स थे। अब उन तीन आदमियों का सामना करना, जो दशकों तक ऊंचे पदों पर रहे थे,
अगर वो नर्वस ना होती तो ये अजीब होता। साथ ही जेम्स रिवर्स के लिए उसकी इज्जत और भी बढ़ गई। उसने हमेशा सोचा था कि जेम्स रिवर्स लीजेंडरी हैं, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतने प्रभावशाली होंगे कि इन दिग्गजों के सामने इतनी सहजता से बातचीत कर सकें और हंस सकें। सज्जनों, मैं सोच रहा था कि क्या आपको मुझसे कोई जरूरी काम है? जब सब आराम से बैठ गए तो जेम्स रिवर्स ने आखिरकार पूछा। लिन गूडोंग के अलावा डुगू और बा योंगजी पहली बार जेम्स रिवर्स से मिल रहे थे। उन्होंने उसे गौर से देखा और वे जितना ज्यादा देखते उतना ही खुश होते। वे लोगों को परखने में माहिर थे। वे जेम्स रिवर्स के आभा और ऊर्जा से ही बता सकते थे कि वो किस तरह के इंसान हैं। चूंकि तुम हमें मास्टर कह रहे हो तो मैं बात को घुमाऊंगा नहीं। छोटे जेम्स, मैं यहाँ असल में एक गाने के लिए आया हूँ। तुमने पहले ओल्ड लिन और ओल्ड डुगू के लिए गाने लिखे हैं, इसलिए तुम्हें अमेरिकन चैरिटी एसोसिएशन के लिए भी एक गाना लिखना होगा। असल में चैरिटी एसोसिएशन जल्द ही एक प्रमोशनल प्रोग्राम बनाने की योजना बना रहा है। इत्तेफाक से जब मैंने ऑनलाइन स्थिति देखी तो मैंने इन दो पुराने दोस्तों से इस बारे में बात की। हमने फैसला किया कि तुम्हारे पास आना एकदम सही रहेगा। तुम मशहूर हो, तुम्हारी सॉन्ग राइटिंग बेहतरीन है और तुम्हारा चैरिटी का काम भी काबिले तारीफ है। मुझे इससे बेहतर कोई और नहीं सूझा। तो छोटे जेम्स, तुम क्या सोचते हो? क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? बायोंग जी ने जेम्स रिवर्स की ओर देखा और खुशी खुशी बात की। बाकी दो बुजुर्गों ने भी उनकी तरफ देखा। उन तीनों को एक साथ अपनी ओर घूरते देख जेम्स रिवर्स ने महसूस किया कि दबाव बहुत ज्यादा है। वे पहले ही उनके दरवाजे पर आ चुके थे। क्या वो वाकई कह सकते थे कि उन्हें दिलचस्पी नहीं है? जाहिर है मैं इंटरेस्टेड हूँ। मास्टर बी, ये प्रमोशनल प्रोग्राम कब टेलीकास्ट होने वाला है? हमें उम्मीद है कि हम इसे इस महीने के बीच तक लॉन्च कर देंगे। चूंकि तुमने हाँ कह दी है छोटे जेम्स, तो अब मेरा दिल सुकून में है। और चिंता मत करो, हम तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देंगे। इंटरनेट पर अभी जो माहौल है उसे वाकई बदलने की जरूरत है। लोग आजकल कुछ भी कहने की हिम्मत कर लेते हैं। वे यहाँ तक कि हमला करने के लिए जनता की राय भड़काने का सहारा लेते हैं। अब वक्त आ गया है कि उन्हें हकीकत का आईना दिखाया जाए। जेम्स रिवर्स के रवैये ने बा योंगजी को वाकई खुश कर दिया। कोई ताज्जुब नहीं कि लिन गूडोंग लगातार इस नौजवान की तारीफ करते थे। वो वाकई इसके हकदार थे। खास तौर पर जेम्स रिवर्स की दरियादिली ने उनकी तारीफ बटोरी। अगर कोई और इस तरह की मुसीबत में होता तो वे चीजों को साफ करने के मौके पर फौरन झपट पड़ते। आखिर कोई भी बलि का बकरा नहीं बनना चाहता कि इतना पैसा दान करने के बाद भी उन पर कीचड़ उछाला जाए। डुगू एक मुस्कान के साथ एक तरफ बैठे थे और उन्होंने चाय की एक चुस्की ली। वे सही कह रहे हैं, उन्होंने कहा। आजकल के लोगों की याददाश्त बहुत छोटी है और उनमें कोई अनुशासन नहीं है। भले ही हमने पहले इंडस्ट्री की थोड़ी सफाई की थी, लेकिन वे अब भी मुनाफे के लालच को नहीं छोड़ पा रहे हैं। उन्होंने इंटरनेट को एक जहरीली जगह बना दिया है। अब वाकई उन्हें हकीकत दिखाने का वक्त आ गया है। प्रमोशनल फिल्म हुआ यांग पर दिखाई जाएगी, जबकि गाना हुई इन पर रिलीज होगा। यही वजह थी कि वे तीनों एक साथ आए थे। असल में जब लिनु डोंग ने खबर सुनी तो वो बस चाहते थे कि जेम्स रिवर्स गाना लिखें। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये सब ऑनलाइन आलोचनाओं के बढ़ने के साथ ही होगा। अभी इंटरनेट पर पेड ट्रोल्स की उकसावे वाली हरकतों की वजह से कई अनजान लोग गुमराह हो गए थे। ये टॉपिक ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर बना हुआ था। यहाँ तक कि जेम्स रिवर्स और सेरेना के ट्विटर अकाउंट्स पर भी नफरत फैलाने वालों की भीड़ लग गई थी। हालांकि ज्यादातर लोग उन ट्रोल्स के खिलाफ उनका जमकर बचाव कर रहे थे। लिली एंटरटेनमेंट ने दान दिया हो या नहीं, कम से कम उनके दिलों में लिली एंटरटेनमेंट ने कई बार गहरी जगह बनाई थी। उनके लिए इतना ही काफी था। जेम्स रिवर्स ने तीनों मास्टर्स के साथ प्रोजेक्ट की बारीकियों पर चर्चा की और उनके साथ लंच किया। इसके बाद ही वे तीनों बुजुर्ग वापस गए। वे इस ट्रिप पर कुछ दिनों के लिए रिवर सिटी में रुकने वाले थे। इस दौरान वे रिवर सिटी टीवी स्टेशन पर रहेंगे जब तक कि उन्हें गाना नहीं मिल जाता और प्रमोशनल प्रोग्राम पूरा नहीं हो जाता। सच तो ये है कि डुगू और बा योंगजी वाकई उस जेम्स रिवर्स से मिलना चाहते थे जिसके बारे में उन्होंने इतना सुना था। इसीलिए वे खुद रिवर सिटी आए। वरना ये काम तो बस एक फोन कॉल से भी हो सकता था। बस यही कहा जा सकता है कि जेम्स रिवर्स का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ रहा था। यहाँ तक कि ये दिग्गज भी अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि वो आखिर किस तरह का इंसान है। दूसरी ओर स्काईलाइन एंटरटेनमेंट में अप्रत्याशित खामोशी थी। एक के बाद एक लगे झटकों के बाद जब शिया फे ने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला किया, तब भी स्काईलाइन एंटरटेनमेंट ने अच्छे बनने का नाटक किया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पूरी तरह पालन किया और शिया फे को जाने दिया। इसकी कोई और वजह नहीं थी। टिन शिनशी अब उनसे वाकई डर गया था। उसने अपनी जिंदगी में कई तूफानों का सामना किया था, लेकिन ये पहली बार था जब किसी ने उसे दिल से इतना बेबस महसूस कराया था। जेम्स रिवर्स वाकई एक मनहूस इंसान था। ऐसा लगता था कि जब भी वो जेम्स रिवर्स के खिलाफ जाता कुछ बुरा हो जाता, खासकर जब लिली एनिमेशन सामने आया। द आउटकास्ट की रिलीज ने टीएनसी की लड़ने की सारी इच्छा ही खत्म कर दी।
द आउटकास्ट की स्क्रिप्ट जेम्स रिवर्स ने लिखी थी। ओह, इसका मतलब ये था कि अगर जेम्स रिवर्स ने कभी फिल्म इंडस्ट्री में आने का फैसला किया तो वो मिनटों में स्काईलाइन एंटरटेनमेंट को कुचल सकता था। आखिरकार स्क्रीन राइटिंग की स्किल्स तो हर जगह एक जैसी ही होती हैं। अगर जेम्स रिवर्स आज द आउटकास्ट रिलीज करके पूरी एनिमेशन दुनिया को चौंका सकता है तो कौन कह सकता है कि वो कल द लेजेंड ऑफ 2 जैसा कुछ रिलीज करके फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में धमाका नहीं कर देगा। चेयरमैन टीएन, क्या हम वाकई लिली एंटरटेनमेंट के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं? टीएन शिनिंग के ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी ने दस्तावेजों को देखा। उसकी आंखों में खुशी की एक चमक थी, लेकिन फिर भी उसने सवाल किया, मेरे पास और क्या चारा है? क्या मैं जेम्स रिवर्स के आने और मुझे फिर से बर्बाद करने का इंतजार करूं? वैसे भी हमारे बीच शुरू से कोई बड़ा झगड़ा नहीं था। मौत की लड़ाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसे यहीं खत्म करते हैं। टिएनशिनी ने अपनी नाक पर टिके सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे को ठीक किया। उसने अपनी सेक्रेटरी की आंखों में खुशी की वो लहर देख ली थी। पता चला कि उसकी अपनी सेक्रेटरी को भी यही लगता था कि लिली एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ना ही सही कदम है। उसने एक लंबी सांस ली। बस यही कहा जा सकता है कि जेम्स रिवर्स वाकई एक डरावना आदमी था। उसका अस्तित्व ही तर्क से परे था। वो कुदरत का एक करिश्मा था। हकीकत में बाहर की दुनिया चाहे कुछ भी सोचे, जेम्स रिवर्स तीनों मास्टर्स की बात मान चुका था। वो उन्हें 3 दिनों में एक बेहतरीन गाना दे देगा, और इस गाने के लिए जेम्स रिवर्स के दिमाग में पहले से ही एक परफेक्ट चॉइस थी। जब बात चैरिटी की आई तो उसके मन में सबसे पहले यही पुराना गाना आया। आखिरकार उसकी अपनी पुरानी दुनिया में जब भी वो ये गाना सुनता था, उसे पता होता था कि ये दान करने का समय है। अगले दिन वॉइस ऑफ अमेरिका का 5वां एपिसोड आया। जेम्स रिवर्स ने इस एपिसोड के लिए भी एक गाना तैयार किया था, लेकिन उसे हैरानी हुई कि इस एपिसोड का फोकस लिली एंटरटेनमेंट के स्टेज पर नहीं था। तीनों मैचों में छोटी कंपनियां सिंहासन को चुनौती दे रही थीं, और ये तीनों छोटी एंटरटेनमेंट कंपनियां वही थीं जिन्होंने हाल ही में लिली एंटरटेनमेंट के प्रति अपनी दोस्ती दिखाई थी। इस बार उनकी परफॉर्मेंस साफ तौर पर उस हाइप का फायदा उठाने के लिए थी। उन्होंने अच्छे और पुराने गाने गाए। लिली एंटरटेनमेंट ने भी उसी तरह का बर्ताव किया। उन्होंने कोई नया गाना रिलीज नहीं किया और पुराने गानों के साथ ही जवाब दिया। आखिरकार मुस्कुराते हुए चेहरे पर कोई वार नहीं करता। उन्होंने दोस्ती दिखाई थी, इसलिए लिली एंटरटेनमेंट उन्हें कुचलने वाला नहीं था। ये कहना होगा कि जिन कंपनियों ने दोस्ती दिखाई थी उनमें बड़े आंतरिक बदलाव आ रहे थे। यहाँ तक कि उनके कलाकारों के कॉन्ट्रैक्ट भी लिली एंटरटेनमेंट के कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की तरह बनाए जा रहे थे। अनजाने में ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नक्शा बदल रहा था। एक बार जब कोई नियम बहुमत के लिए सामान्य बन जाता है तो वो एक नया स्टैंडर्ड बन जाता है। जनता ने इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया था। यहाँ तक कि स्काईलाइन एंटरटेनमेंट ने भी बदलाव किए थे, और लोग भी धीरे धीरे इंडस्ट्री में हो रहे इन बदलावों के आदी हो रहे थे। इसलिए इस बदलाव को लेकर ऑनलाइन ज्यादा चर्चा नहीं थी। जाहिर है अब भी कुछ पुराने ख्याल के लोग थे जो पुराने इंडस्ट्री मॉडल से चिपके हुए थे। हालांकि नए मॉडल के प्रभाव की वजह से उनकी स्थिति दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही थी। अंतर साफ था, कोई भी कलाकार मूर्ख नहीं होता। उन कंपनियों के कई कलाकारों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया था और नए टैलेंट को भर्ती करना मुश्किल हो गया था। अगर वे नहीं बदलते तो उनकी कंपनियों का टिक पाना और भी मुश्किल हो जाता। अप्रत्याशित रूप से वॉइस ऑफ अमेरिका के इस एपिसोड में स्काईलाइन एंटरटेनमेंट ने मुड़कर ओशन ब्लू एंटरटेनमेंट को चुनौती दे दी। साथ ही वे पूरी तरह तैयार थे और उन्होंने तीनों मैच जीत लिए। इस अचानक हुए घटनाक्रम ने सबको हैरान कर दिया और ओशन ब्लू एंटरटेनमेंट पूरी तरह दंग रह गया। 5वें एपिसोड के बाद लिली एंटरटेनमेंट का स्कोर तो चट्टान की तरह मजबूत था ही, साथ ही इस बार की करारी हार की वजह से पुरानी बिग 3 कंपनियों के स्कोर्स अब लगभग बराबर हो गए थे। ओशन ब्लू एंटरटेनमेंट का स्कोर 6 पर ही टिका रहा। स्काईलाइन एंटरटेनमेंट का स्कोर 5 तक पहुंच गया। वहीं ग्रैंड सेंचुरी एंटरटेनमेंट भी 6 पर था। इन 3 दिग्गज कंपनियों के बीच ओशन ब्लू और ग्रैंड सेंचुरी स्काईलाइन से सिर्फ 1 पॉइंट आगे थे। साफ था कि स्काईलाइन इतनी आसानी से इस कंपटीशन से हार मानने वाली नहीं थी। इसने आखिरी नतीजे को बेहद रोमांचक बना दिया था। स्काईलाइन एंटरटेनमेंट यकीनन चीजों को पलटने की ताक में थी। उसी पल ओशन ब्लू और ग्रैंड सेंचुरी एंटरटेनमेंट ने अपनी सावधानी बढ़ा दी। स्काईलाइन की इस चाल ने डेविड यांग और टिएनशिन को गुस्से और हैरानी में डाल दिया। क्या तुम लिली एंटरटेनमेंट को नहीं हरा सकते तो अब ओशन ब्लू और ग्रैंड सेंचुरी को परेशान करने लगे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इतने कमजोर हैं? लेकिन फिर भी उन तीनों की ताकत लगभग एक जैसी थी। ऐसा करके स्काईलाइन शायद वाकई बाजी पलट दे। मिसाल के तौर पर इसी एपिसोड में किसी के कुछ समझने से पहले ही स्काईलाइन ने 3 पॉइंट्स झपट लिए थे। इसके जवाब में डेविड यांग और टीएन शिनशी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। इसी वजह से अगले यानी 6ठे एपिसोड में इंडस्ट्री एक बार फिर बड़े दिग्गजों के टकराव के दौर में पहुंच गई। बस इस बार इसका लिली एंटरटेनमेंट से कोई लेना देना नहीं था। तीनों दिग्गज कंपनियों के स्कोर्स एक दूसरे का पीछा कर रहे थे।
ग्रैंड सेंचुरी और ओशन ब्लू के बीच सिर्फ 1 पॉइंट का फासला था। हालात बहुत धुंधले थे। इसी बीच जेम्स रिवर्स को लेकर ऑनलाइन चैरिटी डोनेशन वाली बहस अब भी वहीं अटकी हुई थी। इंटरनेट पर दलीलें और भी तीखी होती जा रही थीं और इस हाइप के कम होने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद जेम्स रिवर्स ने पूरी तरह खामोशी बनाए रखी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी लिली एंटरटेनमेंट ने एक साथ अपनी आवाज खो दी हो। कोई नहीं जानता था कि इन दिनों जेम्स रिवर्स ऑफिस और टीवी स्टेशन के बीच चक्कर काटने में व्यस्त था। चैरिटी प्रोग्राम के लिए गाना कई दिन पहले ही लिखा जा चुका था और पिछले कुछ दिनों से वो उन तीनों बुजुर्गों के साथ मिलकर प्रोग्राम की जांच कर रहा था। ताकत और पैसे की इस दुनिया में प्यार कभी इतना आसान नहीं होता और ये कहानी तो बस अभी शुरू हुई है।